हाँ मेरे सोन टू बी सी ए फाइनलिस्ट, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सुपर 100 क्वेश्चंस मैराथन फॉर May 26 एंड फ्यूचर अटेम्प्ट्स का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कौन कौन से चैप्टर्स। हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे एफएम के फाइनल 3 चैप्टर्स, द फाइनल शोडाउन, एंड अपन एफएम का सिलेबस तुम्हारा आज ही रैप अप कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हमारे थे, इन ये लेवरेज से लेके अपने डिविडेंड डिसीजन तक के, ये अपन पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे तरीके से विथ राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग आपके राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में हम लोग खत्म करके आए हैं। आज हम लोग करेंगे ये फाइनल 3 चैप्टर्स। ठीक है। अब अच्छा, जिस तरीके से अपना लास्ट पार्ट 1 के अंदर था, उसी तरीके से अपने ऑब्वियसली पार्ट 2 के अंदर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस जिस तरीके से पार्ट 1 में अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जैसे अपना सारा सिलेबस, सारे कॉन्सेप्ट्स, एडजस्टमेंट्स एंड ट्रिकी पॉइंट्स कवर हो गए थे फर्स्ट 4 चैप्टर्स के, सेम उसी तर्ज पे अपन पार्ट पार्ट 2 के अंदर भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। फाइनल 3 चैप्टर्स के सारे एडजस्टमेंट, ट्रिकी पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स कवर कर देंगे। एंड इसके अंदर आज तो वो क्वेश्चन भी आने वाला है, क्वेश्चन ऑफ द आर, द स्टीलर ऑफ द हार्ट्स, जैन 26 का क्वेश्चन नंबर 3A, जिसको तुम लोगों ने फाइनल का चिल्ला चिल्ला के डिक्लेयर कर दिया था, सर फाइनल का आ गया, सर फाइनल का आ गया सर। वो क्वेश्चन भी आज आने वाला है। एंड जब वो क्वेश्चन आएगा देयर विल बी अ ट्विस्ट। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं जितना तुम लोगों ने उसको हाइप किया है ना, सर फाइनल का है सर, देखते हैं, बात करते हैं अपन उसके बारे में। आने वाला है आज वो क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले राजा, ठीक है, पार्ट 1 में आप लोगों ने जो एनर्जी दिखाई है, जो धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप लोगों ने चैप्टर्स राइटिंग प्रैक्टिस में ख़त्म किए हैं बैठ के मेरे साथ, बहुत मज़ा आ गया सर राजा देख के कि तुम लोगों ने चैप्टर्स इतने अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस साथ में ख़त्म किए। ठीक है, वही सेम एनर्जी जो आपने पार्ट 1 में दी थी, ठीक है, इतना डेडिकेशन दिखाया था, सेम वही एनर्जी एंड डेडिकेशन आपको इस पार्ट 2 में भी दिखाना है। जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो मैराथन है ये सिर्फ पैसिव वॉचिंग के लिए नहीं है कि सर आप बस सोल्व करते जाओ, सर मेरे को मज़ा आ रहा है, सर मैं तो बस देखता जाऊंगा, नहीं। ये किस लिए होती है, जैसा पहले रूल था पार्ट 1 में, सेम रूल यहाँ पे मेंटेन होगा कि आपको क्वेश्चंस राइटिंग में प्रैक्टिस करने हैं। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। मेरा पूरा फोकस रहेगा आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने में, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ में कि चेस में क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपको लॉजिक समझना है एंड आपको साथ में राइटिंग में प्रैक्टिस करना है। दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपना लास्ट टाइम का रूल रहेगा कि आप लोग मेरे कराने से पहले या तो पॉज कर लो क्वेश्चन का सोल्यूशन, आप पहले लिख के सॉल्व कर लो, खुद से कॉन्फिडेंट है, फिर आप मेरा सोल्यूशन 2x पे देख लेना। ठीक है, या फिर आप पहले मेरा सोल्यूशन देख लो अगर वो कंफर्ट नहीं है, लेकिन सोल्यूशन खत्म होने के बाद एक बार पॉज करके उस क्वेश्चन को लिख के जरूर सॉल्व करना अच्छे से, देन अगले वाले के ऊपर बढ़ना। ठीक है, मैराथन लगा के बैठ जाओ, साथ साथ क्वेश्चन करते हुए चलो। पिछली बार की तरह इस बार भी जब आप इस मैराथन को देख रहे हो, मेक श्योर कि आप एक कमिटमेंट कर लो कि जिस दिन भी मैं आया हूं मैं मिनिमम 2 चैप्टर्स लिख के खत्म करूंगा सर आपके साथ में। ठीक है, एट दिस मोमेंट क्लोजर टू द एग्जाम्स, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आर डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, लास्ट टाइम भी आपने एनर्जी दिखाई थी पार्ट 1 में, यहाँ पे भी वही दिखाना। एंड कॉमेंट सेक्शन जो है वो आप लोग के लिए प्रोग्रेस के लिए ही राजा, लास्ट टाइम जैसा हुआ था इस बार भी वैसे ही होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर डालते जाना जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, हर चैप्टर का प्रोग्रेस मुझे चाहिए आपका कि सर ये वाला चैप्टर डन हो गया, सर ये वाला चैप्टर डन हो गया सर। एंड हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन लिख के किए मुझे उसका भी रिकॉर्ड बता के जाना कि इतने क्वेश्चन लिख के किए, इतने मैंने रफ में दे दिया। आई नीड यू टू बी अकाउंटेबल। ठीक है, डाल के जाना चाहिए मुझे वो अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। ठीक है, जब वो देखते हैं ना कि राजा बच्चों ने इतने चैप्टर्स कर लिए तो अच्छा लगता है काफी देखे कि बच्चों ने इतनी सीरियसली पढ़ाई करी है। इस बार भी वही होना चाहिए, आपको अपडेट देके जाना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है राजा, वही बात है, रिजल्ट जो मैंने आपको बोला था कि जैन 26 का हमारा क्या प्यारा रिजल्ट आया था, May 26 के पोस्टर के अंदर मुझे आपका नाम चाहिए। जैन May 26 के पोस्टर में इट शुड बी यू। ठीक है, इतना इतना शानदार पढ़ना, इतना शानदार पढ़ना, मेहनत करना सुपर 100 से कि अगले पोस्टर में अगला पोस्टर छोटा पड़ जाना चाहिए, इतने आप लोगों के मुझे नाम चाहिए। ठीक है, इट शुड बी यू इन द पोस्टर। ठीक है, अब वही बात है राजा, देख रिजल्ट, रैंक्स एंड एग्जाम्शंस किससे आती हैं, मेहनत से, लॉजिक के ऊपर फोकस से आती है, जो अपन लोग मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो पे कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि सर 2 चैप्टर मिनिमम आज अच्छे से करूंगा, पूरे फोकस से करूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में करूंगा, लाइक कर जाना, अटेंडेंस लगा के चल जाना, हाइप करके चल जाना। ठीक है, जो भी बच्चे करके जा रहे हैं सीरियसली लाइक एंड हाइप करके जा रहे हैं, अटेंडेंस लगा के जा रहे हैं, कमिटमेंट करके जा रहे हैं, आप लोगों के लिए मेरे दिल से दुआ रहेगी राजा कि जब हम लोग पेपर में जाएं तो पेपर देख के हमें इतना कंफर्ट है, मजा आ जाएगा सर ये तो पूरा पेपर मेरे कंफर्ट में, बाहर निकल के मजा आ जाना चाहिए एंड श्योर हो जाना चाहिए कि सर अगले पोस्टर में मैं भी आने वाला हूँ। ठीक है, करते हो कमिटमेंट, चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग किससे, पार्ट नंबर 2 का। कौन सा चैप्टर, पहले कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड एक बार ये मैराथन खत्म कर लो, उसके बाद आपको पता ही है अपन लोग एग्जाम तक अपने साथ रहने वाले, अपन लोग मिलते रहेंगे फॉर अदर रिसोर्सेज, फॉर अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है, चलो अपन लोग बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, मतलब इस पार्ट का फर्स्ट चैप्टर विच इज कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो अब इसके अंदर आईसीआई के पास तो देखो एक ही चैप्टर है, राइट, लेकिन उस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम क्लास के अंदर 2 यूनिट्स के अंदर ब्रेक करते थे।
ठीक है, सबसे पहला यूनिट बन जाता है ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस, दूसरा यूनिट बन जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अब हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों यूनिट्स एक दूसरे से एकदम फंडामेंटली ही अलग है। तो लेट्स ब्रेक देम इनटू टू यूनिट्स ना। जो पहली यूनिट है ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस, इसके अंदर आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन कैटेगरी है उसका नाम इसके यूनिट से ही मिलता है, क्या है, ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस। ये पहली कैटेगरी क्वेश्चन हो गया। दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन है आपका इनडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस, इसके अंदर आप इनडिफरेंस पॉइंट निकालोगे। ठीक है, अब ये दो टाइप के क्वेश्चन मिलके ही आपका बन जाता है ये वाला यूनिट खत्म। इस वाले यूनिट के अंदर आप अलग अलग थ्योरीज पढ़ने वाले हो, 5 थ्योरीज अपन पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन अपन करेंगे, अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले अपन आते हैं इस कैटेगरी के ऊपर। नाम से क्लियर है, ईबीआईटी से ईपीएस तक पहुंचोगे, ईपीएस से एमपीएस तक पहुंचोगे, उसके बेस पे आपका एनालिसिस होगा। ठीक है, अब समझना कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात हो रही है सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। लेट्स से कंपनी ने बोला 10 लाख रुपीज कंपनी रेस करना चाहती है किसी प्रोजेक्ट के अंदर डालने के लिए। अब उसने उसके अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोचे। पहला था कि डेट और इक्विटी मिक्स कर लेते हैं 50-50%। दूसरा था कि 100% डेट ले लेते हैं, तीसरा 100% इक्विटी ले लेते हैं। अब ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आप प्रेफरेंस भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हो। लेकिन अपन लोग खुद से अज्यूम नहीं करने वाले, जो क्वेश्चन में दे रखे होंगे सोर्सेस अपन उन्हीं को लेने वाले। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन दे रखे होंगे उन्हीं को देने वाले हैं। एंड अपने को बताना है कि इनमें से बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन सा है। दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कि बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता दो हमको। ठीक है, अब आप करोगे क्या, आप करोगे इन तीनों के अंदर आपको करना है ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस। तीनों प्लान्स के लिए आपको क्या करना है, ईबीआईटी से ईपीएस तक पहुंचना है, देन ईपीएस से एमपीएस तक पहुंचना है। तीनों प्लान्स के लिए आपको सेम काम करना है। ठीक है, तीनों प्लान्स के अंदर आपको ईबीआईटी से ईपीएस तक पहुंचना है, ईपीएस से एमपीएस तक पहुंचना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहला आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ईबीआईटी होगा। ईबीआईटी से आप ईपीएस तक पहुंचोगे, ईपीएस से आप एमपीएस तक पहुंचोगे। अब एक बात समझना, आप चाहे पैसा कहीं से भी लेके आ जाओ, आप रेस 10 लाख रुपए करने वाले हो, उन आप कहीं से भी पैसा लेके आ जाओ, कहीं से भी क्यों ना कहीं लेके आ जाओ, आपका ईबीआईटी सारे प्लान्स के अंदर सेम ही रहने वाला है। ईबीआईटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईबीआईटी सेम रहने वाला है। भाई लॉजिकल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, आपने क्लास परचेस करी, ठीक है, अब उसका पैसा आप चाहे पापा से मांग के लेके आओ, चाहे मम्मी से मांग के लेके आओ, चाहे खुद की पॉकेट मनी से लगा दो, कहीं से भी लेके आओ, क्या फर्क पड़ता है, अब पढ़ोगे तो सेम ही ना। ठीक है, रिजल्ट जो आएगा वो आपकी मेहनत पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मेरी मेहनत पे भी है। ठीक है, तो हमारी मेहनत पे डिपेंडेंट होगा, उस पर फर्क नहीं पड़ता है कि आप पैसा कहां से लेके आओ। सर हम पैसा लेके आएंगे ज्यादा प्रेशर फील होगा ना, अरे छोटी छोटी बातें काय को बीच में लेके आते रहे हैं। लॉजिकल सी बात है ना, कहीं से भी पैसा लेके आओ, पढ़ोगे तो तुम सेम, जो तुम पढ़ाई करोगे उसके ऊपर रिजल्ट तुम्हारा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सोर्स डजेंट मैटर। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप पैसा कहीं से भी लेके, उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो बिजनेस के अंदर वही जा रहा है, बिजनेस तो आपको सेम वही 1 लाख कमा के देगा ईबीआईटी। ठीक है, समझा, तो ईबीआईटी सबके अंदर सेम रहने वाला है कि कस्टमर को क्या फर्क पड़ता है कि वो कहां से पैसा लेके आया, वो तो आपकी सेल वही होने वाली है। ठीक है, तो ईबीआईटी सब में सेम रहने वाला है। ईबीआईटी के आगे से फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसमें डेट ज्यादा होगा उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होगा, जिसमें डेट कम होगा उसमें इंटरेस्ट कम होगा। ठीक है, इंटरेस्ट से फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, देन ईबीटी से फर्क, ईबीटी डिफरेंट हो जाएगा, टैक्स डिफरेंट हो जाएगा, ईएटी डिफरेंट हो जाएगा। ईएटी के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, वो उसमें ज्यादा होगा जिसमें प्रेफरेंस होगा, जिसमें प्रेफरेंस नहीं होगा उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा। ठीक है, देन आपका ईटेश आ जाएगा, ईटेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अपन करेंगे। ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स जिसके अंदर ज्यादा इक्विटी होगा उसमें नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे। देन आप ईपीएस तक पहुंचोगे, देन ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे अपन पी रेशो से, तो अपने पास आ जाएगा अपना मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, अपना डिसीजन कैसे आएगा, बेस्ट प्लान कौन सा है। देख राजा, एमपीएस, अगर अपने लिए एमपीएस तक पहुंचना पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पी रेशो दे रखा है, पी रेशो अपन निकाल सकते हैं, तो अपन एमपीएस तक वर्किंग करेंगे। जिसका एमपीएस हाईएस्ट आ जाएगा अपन उसको चूज करेंगे, बिकॉज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इक्विटी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, 3 गोल्डन वर्ड्स। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पी रेशो का इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखा है, आप निकाल ही नहीं सकते, या क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि पी रेशो अपने पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, डेटा ही नहीं है पी रेशो का, तो ऑब्वियसली आप ये वर्किंग कर ही नहीं पाओगे। तो आप ईपीएस तक वर्किंग कर पाओगे, सिर्फ ईपीएस तक ही वर्किंग कर पाओगे। तो ऐसे केस में आप ईपीएस जिसमें हाईएस्ट आएगा उसको चूज कर लोगे। किसी किसी क्वेश्चन में खुद ही बोल देता है कि ईपीएस मैक्सिमाइज करना है, हमें वो प्लान चूज करना है, तो उस क्वेश्चन में भी आप ईपीएस तक की वर्किंग करोगे, आगे ध्यान नहीं दोगे। ईपीएस हाईएस्ट आ जाए उसको चूज कर लेना। क्लियर, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। अब एक चीज समझना, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर भी आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं प्राइमरी। ठीक है, सबसे पहला होगा, जैसे आपको ये नई वाली कैपिटल दे दी कि 10 लाख रुपीज अपन रेस करने वाले हैं, उस 10 लाख रुपीज के ऊपर 1 लाख कमाएंगे, ये हम एक नए प्रोजेक्ट के अंदर डाल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें 10 लाख कैपिटल लगेगा, एंड 10 लाख से हमारा ईवीआईटी, एंड सॉरी एंड 1 लाख हमारा ईवीआईटी आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये न्यू वाली कैपिटल आपने ली, न्यू वाला ईवीआईटी आपने लिया, एंड आपका ये पूरा वर्किंग करके खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वाला केस एकदम सिंपल सोकर है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है,
अमाउंट ऑफ डेट, क्लियर, अमाउंट ऑफ डेट एंड उसका रेट चाहिए होता है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में अपने को क्या चाहिए होगा, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस एंड उसका रेट, क्लियर। तो इस केस में भी उसका रेट अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंड अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो रेट वेट तो वैसे भी अवेलेबल होता है, लेकिन अपने को चाहिए अमाउंट ऑफ डेट एंड अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंटली, ठीक है। देन इक्विटी के केस में अपने को इक्विटी के अमाउंट से मतलब कम है, उसके नंबर ऑफ शेयर से ज़्यादा मतलब है। अपने को नंबर ऑफ शेयर्स तक पहुंचना है। अब वो नंबर ऑफ शेयर्स तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली अपने को उसका अमाउंट लगेगा एंड उस अमाउंट से अपने को नंबर ऑफ शेयर्स तक पहुंचना रहेगा। द पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू कन्वेज, इक्विटी के केस के अंदर आपका सिर्फ अमाउंट से काम नहीं चलेगा, आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए रहेगा, ठीक है। तो इक्विटी में आपको चाहिए होगा नंबर ऑफ शेयर्स, क्लियर चीज है ये। एंड ऑब्वियसली ईवीआईडी तो आपको एज इट इज चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो तो दे ही रखा होगा क्वेश्चन में। बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज फॉलो होती जाएंगी। ये तीन इन्फॉर्मेशन, ये चार इन्फॉर्मेशन अपने को प्राइमरीली चाहिए होगी, ईवीआईडी, अमाउंट ऑफ डेट, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस एंड नंबर ऑफ शेयर्स, इन तक अपने को पहुंचना रहेगा। प्रेफरेंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नहीं होगा, तो अपने बचते हैं ये तीन चीजें इंपॉर्टेंटली, ठीक है। अब एक चीज जो मैंने आपको बोली कि नई कैपिटल दे रखी है, नया ईवीआईडी दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर आपके लिए बहुत सिंपल ये चीज समझना कि हाँ ये ईवीआईडी नया लेंगे, नया वाला डेट लेंगे, नया वाला प्रेफरेंस लेंगे एंड नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ये सारा डेटा पॉपुलेट करेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ये केस हो गया जिसके अंदर आपको सिर्फ नई नया 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 डेटा दे रखा है कि नई कैपिटल नया ईवीआईडी। एक टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको एग्जिस्टिंग डेटा भी दे रखा होगा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी वाला केस है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाला केस, जिसमें आपको बोला है कि आपके पास ऑलरेडी लेट से 20 लाख की कैपिटल पड़ी हुई है बिजनेस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी 1.5 लाख का ईवीआईडी कमा रहे हो। साथ में आप 10 लाख का नया रेस करना चाहते हो, जिस 10 लाख के ऊपर आप 1 लाख का ईवीआईडी कमाओगे। तो अब ऐसे केस में आप ईवीआईडी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस कैसे करोगे? ऐसे केस के अंदर आपको एग्जिस्टिंग वाला प्लस नया वाला दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा, आपको टोटल तक पहुंचना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग वाला लो प्लस नया वाला लो एंड अपने पास आएगा टोटल। वो टोटल ईवीआईटी एंड टोटल कैपिटल अपने को लेके चलनी पड़ेगी। समझ आपको, आपको कोई चीज समझ में आ गई? मैं आपको एक बार नोट्स में से दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। अगर न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू कंपनी वाला केस है, उसके अंदर तो सिंपल आपको ये न्यू चीजें चाहिए। न्यू में क्या आएगा आपका, न्यू ईवीआईटी आएगा, न्यू अमाउंट ऑफ डेट एंड न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, काम खत्म, ठीक है। वी नीड दिस फॉर न्यू कंपनी। बट अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी केस में आपको एग्जिस्टिंग ईवीआईटी भी कुछ होगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ डेट, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स भी कुछ होगा। आपको चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी वाला क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या करना रहेगा, अपने को टोटल चाहिए रहेगा, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू का टोटल, जिसको अपन रिवाइज टोटल बोलेंगे। रिवाइज टोटल कैसे निकलेगा, ईवीआईटी पुराना वाला है प्लस नया वाला ले लो तो आपका रिवाइज टोटल ईवीआईटी आ गया। पुराने वाला अमाउंट ऑफ डेट है, नया वाला अमाउंट ऑफ डेट ले लो, आपके पास नया वाला अमाउंट ऑफ डेट आ जाएगा। पुराना ले लो, नया नंबर ऑफ शेयर ले लो, आपके पास नया नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। ऐसे करके आपके पास रिवाइज टोटल आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे चाहिए होगा रिवाइज टोटल। अभी जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली अपन जंप नहीं कर सकते क्वेश्चन के ऊपर, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको रिवाइज टोटल तक पहुंचना है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पे वापस आते हैं अपन इसी पे, पीडीएफ पे। देखो एक चीज़ समझो, जो अपन ने एग्जिस्टिंग प्लस न्यू इक्वल्स टू रिवाइज टोटल की बात करी, ये आपको समझ में आ गया कि अपने को निकालना पड़ेगा अगर एग्जिस्टिंग कंपनी वाला केस आ जाता है तो। अब ईवीआईटी जो है वो तो सारे प्लान में सेम रहने वाला है, ठीक है। आप कहीं से भी पैसा लेके, ईवीआईटी तो सेम रहने वाला है, तो आप ईवीआईटी एक बार निकालोगे वो सारे प्लान के साथ सेम हो जाएगा। आपने रिवाइज वाला निकाली, सारे प्लान में सेम हो जाएगा, ठीक है। अब हर प्लान के अंदर अलग अलग आपको क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ डेट एंड नंबर ऑफ शेयर्स, हर प्लान के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो लेट्स से आपको पहला प्लान दिया, प्लान 1 में आपको बोला कि हम डेट लेके आएंगे 10 लाख का एंड नंबर ऑफ शेयर्स हम लेके आएंगे 1 लाख, ये पहला प्लान हो गया। तो आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ तो होगा, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डेट एंड एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कुछ तो होगा, उसके अंदर आप ऐड करोगे नया वाला प्लान 1 के लिए एंड आपके पास रिवाइज टोटल निकल के आएगी प्लान 1 की, कि प्लान 1 के अंदर अमाउंट ऑफ डेट कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स रिवाइज कितने हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए भी करोगे कि प्लान 2 के अंदर आपको बोला कि डेट 0 हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स हम 2 लाख लेके आएंगे, तो एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ डेट एंड एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो भी थे उसके अंदर आप ये ऐड करोगे एंड आपके पास रिवाइज टोटल निकल के आ जाएगा, प्लान 2 का निकल के आएगा। ये सिर्फ कैपिटल की बात हो, ईवीआईटी तो सबका सेम रहने वाला है, ठीक है। सेम इस तरीके से प्लान 3 के लिए भी करोगे कि अमाउंट ऑफ डेट एग्जिस्टिंग वाला पकड़ लो एंड प्लान 3 के अंदर बोला कि डेट 20 लाख का हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 0 हो जाएंगे, तो आपका रिवाइज टोटल प्लान 3 का निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझना। अब एक और चीज, ये जो एग्जिस्टिंग वाला है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डेट एंड एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ डेट, ये जो भी एग्जिस्टिंग वाला है ये सब में सेम होगा, ये किसी प्लान में डिफरेंट नहीं होने वाला। एग्जिस्टिंग सब में सेम रहने वाला, डिफरेंस आएगा यहां से, न्यू वाला जो अभी आप रेस कर रहे हो इससे डिफरेंस आएगा। समझ में आ गया आपको ये चीज? तो इससे अपने पास ईवीआईटी आ जाएगा,
कैपिटल आ जाएगी, सारे प्लान्स की अलग अलग कैपिटल अपने को निकालनी है। ये इन्फॉर्मेशन अपने को बेसिकली लगेगी। ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि अपने को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। ठीक है, अपने को क्या चाहिए थे, अपने को क्या चाहिए था, अपने को ईवीआईटी चाहिए था एग्जिस्टिंग वाला, न्यू वाला चाहिए था, उससे अपना टोटल निकल के आएगा। अपने को कैपिटल चाहिए ओल्ड वाली प्लस न्यू वाली, तब अपने पास टोटल निकल के आएगी। इनका अपने को जोड़ करना है। तो अपने जो वर्किंग बनेगी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस के अंदर, उसके अंदर अपने को नोट्स बनाने पड़ेंगे इन चीज़ों को खोजने के लिए। ठीक है, सबसे पहले एग्जिस्टिंग ईवीआईटी प्लस न्यू ईवीआईटी करके टोटल ईवीआईटी का अपना एक नोट बनेगा। दूसरा ईवीआईटी अपना बनेगा, दूसरा नोट अपना बनेगा कैपिटल, रिवाइज्ड कैपिटल निकालने के लिए कि रिवाइज कैपिटल कितनी कितनी है, जो मैंने आपको भी बताया अभी। ठीक है, कि अपन ने जो रिवाइज्ड कैपिटल निकाली हर प्लान के अंदर, ये अपने को बनाना रहेगा अपने नोट नंबर 2 में। देन नोट नंबर 3 में जाके अपन करेंगे ईवीआईटी से ईपीएस से एमपीएस तक का एनालिसिस। ठीक है, एंड देन स्टेप 4 में अपन कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करें। अभी कॉन्टेक्स्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपन सबसे पहले। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, राज लिमिटेड करके कंपनी है, उसका डेटा आपको दे रखा है, ये एग्जिस्टिंग डेटा है उस कंपनी का। ठीक है, आउटपुट दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है। ठीक है, इसकी ये किस काम आता है, बात करते हैं अपन। कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है आपको एग्जिस्टिंग वाला, क्या दे रखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट लायबिलिटी से। अब करंट लायबिलिटी से अपने को मतलब नहीं, मैंने आपको अभी बोला कि अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल से मतलब होता है सिर्फ। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल, नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो अपने पास करंटली कंपनी के पास सिर्फ 2 ही सोर्सेज हैं, एक तो इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों मिला के इक्विटी बनता है। तो इक्विटी 15 लाख की कंपनी के पास अभी है। ठीक है, अब कंपनी एक्सपेंशन करना चाह रही है, जिसके लिए उसको 20 लाख रुपए लगेंगे। तो 20 लाख की उसको नई कैपिटल लगेगी, जिसके ऊपर कंपनी ने एक्सपेक्ट किया है कि आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा 50%। तो जो आउटपुट है कंपनी का वो 50% इंक्रीज हो जाएगा ये एक्सपेंशन करने के बाद। ठीक है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 5 लाख रुपीज। ठीक है, फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज 5 लाख रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट विल बी डिक्रीज 15%। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज 15%। ठीक है, द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द मार्केट, यानी आपकी सेलिंग प्राइस सेम रहने वाली है। तो अब मुझे बताओ, ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दी ये किस काम की है, ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी रिवाइज्ड ईवीआईटी कैलकुलेट करने के लिए कि एक्सपेंड करने के बाद में आपके पास आउटपुट इतना हो जाएगा एंड आपकी सेलिंग प्राइस इतनी हो जाएगी, सेल्स निकल जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी हो जाएगी, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो ईवीआईटी आ जाएगा, ये आपका रिवाइज्ड ईवीआईटी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 अपना क्या था, रिवाइज्ड ईवीआईटी निकालने को, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको बोला है कि आपके पास फॉलोइंग अल्टरनेटिव स्कीम्स है फाइनेंसिंग करने के लिए। अब अपन बात कर रहे हैं स्टेप 2 की, जिसमें अपन कैपिटल स्ट्रक्चर लेआउट करते हैं, कैपिटल प्लान्स के बाद अपनी रिवाइज कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, आपको बोला अल्टरनेटिव 1 है डेट 5 लाख का एंड बैलेंस आपका इक्विटी शेयर से। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 20 लाख में से 5 लाख गया तो 15 लाख का आपका बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। प्लान 2 में 10 लाख का है डेट, तो आपका इक्विटी भी 10 लाख का हो जाएगा। प्लान 3 में 14 लाख का डेट है तो 6 लाख का आपका इक्विटी हो जाएगा। ठीक है, एंड मैंने आपको क्या बोला था, अपने को इक्विटी, देखो डेट का अमाउंट अपने पास सिंपल सिंपल आ गया, तो अपने को अमाउंट ऑफ डेट चाहिए हर प्लान के अंदर, वो अपने पास आ गया। अपने को इक्विटी के केस में क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होता है, मैंने आपको बोला था। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, अमाउंट तक तो पहुंच चुके हैं। नीचे आपको देखा करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹200, यानी आप हर शेयर को इशू करोगे कितने के ऊपर, 200 रुपए के ऊपर, तो उससे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, करेंगे सारा डिटेल आउट करेंगे, वर्किंग देखेंगे अपन। ठीक है, देन आपको बोला है इंटरेस्ट रेट फॉर द फंड बोरोड इज एज फॉलोज। स्लैब वाइज आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है कि स्लैब वाइज लगेगा। ठीक है, ये भी अपने को आता है डील करना। अपन सारा सोल्यूशन एक बार देखते हैं, आपको बताना है कि कौन सा अल्टरनेटिव रिकमेंड करना चाहिए ईपीएस के बेसिस के ऊपर। ईपीएस के आगे वर्किंग नहीं कर पाएंगे। अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%। सबसे पहला काम किया, रिवाइज ईवीआईटी निकालेंगे। रिवाइज ईवीआईटी कैसे निकालेंगे, आपका आउटपुट है 50% इंक्रीज हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, इंटू सेलिंग प्राइस कर देंगे 40, सेम रहने वाली है, ये सेल्स आ गई। देन माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 1.5 लाख की यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए की है, उससे 15% का फॉल आ रहा है, 70 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस फिक्स कॉस्ट कर देंगे। फिक्स कॉस्ट में 5 लाख का इजाफा हुआ, 10 लाख की थी, 5 लाख ऐड करके 15 लाख का फिक्स कॉस्ट, ये आपका रिवाइज्ड ईवीआईटी आ गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया सारे प्लान्स के अंदर ये आपका रिवाइज्ड ईवीआईटी सेम रहने वाला है। स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के प्लान्स लेआउट करेंगे। अपने को रिवाइज्ड कैपिटल चाहिए हर प्लान के लिए। ठीक है, इसका नोट का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, देखो समझना। ऐसे अपन स्टेप 2 कैपिटल स्ट्रक्चर लिख देंगे। आप यहां पे लिखोगे पहले एग्जिस्टिंग वाला, देन अल्टरनेटिव 1, देन अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3। ठीक है, देन आप एक एक सोर्स यहां पे लेआउट करना स्टार्ट करो। सबसे पहले अपन लेआउट करते हैं डेट। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेट अपने पास कुछ भी नहीं है, कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी अभी।
ठीक है, एग्जिस्टिंग इक्विटी कंपनी, डेट कुछ भी नहीं है। डेट अपने पास आने वाला है सिर्फ नए प्लान के अंदर। तो अपन एक काम कर, सबसे पहले अपन एग्जिस्टिंग वाला देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी के पास क्या है, डेट नहीं है कंपनी के पास में। देन एग्जिस्टिंग इक्विटी की बात करते हैं, कितनी है, टोटल 15 लाख की है। 15 लाख अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन अपन आते हैं, ये 15 लाख की जो इक्विटी है ये आपके पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये सारे प्लान के अंदर सेम रहने वाली है। ये इक्विटी आपके हर प्लान के अंदर 15 लाख की कैरी ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये पहले से पड़ी है। तो आप प्लान अभी जो आप नई कैपिटल लेके आ रहे हो वो तो आप आई के पास आएगी आएगी, पुरानी थोड़ी खत्म हो जाएगी, वो तो रहेगी ना। तो 15 लाख की आपकी इक्विटी सब में मेंटेन रहने वाली है। इसके ऊपर आप एडिशनल लेके आओगे वो अलग है, 15 लाख की तो मिनिमम होगी ही होगी, ठीक है। इसके अलावा आप लेके आने हो हर प्लान के अंदर डेट एंड इक्विटी। तो जब आप डेट लेके आओगे, प्लान 1 में 5 लाख का लेके आओगे, एग्जिस्टिंग में कुछ भी नहीं था, 5 लाख का डेट अल्टरनेटिव 1 में हो गया, 10 लाख का 2 में हो गया, अल्टरनेटिव 3 में 14 लाख का डेट हो गया। बाकी का आप इक्विटी लेके आने वाले हो। न्यू इक्विटी कितना हो जाएगा आपके पास, प्लान 1 में 15 लाख का हो जाएगा, 5 लाख का डेट था, 15 लाख की इक्विटी हो गई, 10 लाख का डेट 10 लाख की इक्विटी, 14 लाख का डेट 6 लाख की इक्विटी। क्लियर ये चीज। तो इस टाइप से आपने सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर लेआउट कर दिया कि आपके पास हर अल्टरनेटिव में कौन कौन सी कैपिटल कहाँ से आने वाली, ठीक है। आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपने ले डाउन कर दी नीचे ठीक है। देन अपने पास देखो डेट का अमाउंट तो आ चुका है, अमाउंट ऑफ डेट चाहिए था। शेयर्स के केस में क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी अपन इसी नोट में निकाल लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अपन एग्जिस्टिंग वाले निकालेंगे। एग्जिस्टिंग वाले कैसे निकलेंगे, क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको, 1 लाख शेयर्स है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग वाले 1 लाख आपने एज इट इज सब में कैरी ऑन कर दिया, ठीक है। देन आप ऐड करोगे नए वाले शेयर्स। नए वाले शेयर्स कितने हो जाएंगे, 15 लाख आप इसके अंदर रेस कर रहे हो, ठीक है। कितने रुपए पे एक शेयर को इशू करने वाले हो आप, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो अपन मानेंगे कि करंट मार्केट प्राइस पे इशू हो रहा है 200 रुपए का, ठीक है। तो 15 लाख जो था, ये 15 लाख डिवाइड बाय 200, 15 लाख डिवाइड बाय 200, 7,500 शेयर्स हो जाए। ये 10 लाख है, 10 लाख बाय 200, 5,000 शेयर्स हो गए। ये 6 लाख बाय 200, 3,000 शेयर्स हो गए, ठीक है। इनको ऐड कर देना तो आपके पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे। एग्जिस्टिंग में 1 लाख है, प्लान 1 में 1 लाख 7 है, इस 1 लाख 7,500, इसमें 1 लाख 5, इसमें 1 लाख 3। ये आपका अमाउंट ऑफ डेट, नंबर ऑफ शेयर्स आ चुका है। तो बेसिकली स्टेप 2 अपने 2 स्टेप अपने हो चुके हैं। स्टेप 3 में अपने को सिंपल ईपीएस से ईपीएस तक की वर्किंग करनी है। कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस लिखा हुआ है, इसको कट करके ईपीएस कर देना, ठीक है। अब एक चीज समझना, ईपीएस अपने को चाहिए, ठीक है। अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ईवीआईटी, ईवीआईटी अपन ने कितना निकाला, नोट 1 में निकाला, स्टेप 1 में 1950 का, वो सब में कैरी ऑन हो जाएगा। सबसे पहले माइनस करेंगे अपन इंटरेस्ट, तीनों प्लान्स के अंदर जो भी इंटरेस्ट है वो माइनस होगा। अब एक चीज समझना, क्योंकि इंटरेस्ट अपने को बोला स्लैब वाइज लगने वाला है, स्लैब वाइज लगने वाला है इंटरेस्ट रेट, राइट। तो जब भी स्लैब वाइज आपको दे रखा हो ना, तो आपको पहले एक अलग से नोट बना लेना है टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए। एक अलग से नोट बनाना अपने को टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। ये जरूरी है, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, अगर ये नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो अपन क्या करेंगे, तीनों अल्टरनेटिव के अंदर कितना अपना स्लैब वाइज इंटरेस्ट होगा वो अपने को ले डाउन कर देना है, ठीक है। पहले वाले प्लान में अपना 5 लाख का डेट है, ये कौन से स्लैब के अंदर फिट बैठ रहा है, सिर्फ फर्स्ट स्लैब के अंदर आ रहा है। सेकंड स्लैब में इसमें कुछ भी नहीं है, फर्स्ट स्लैब में आ रहा है तो 10% का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा, 5 लाख पे 10%, 50,000 हो गया। सेकंड वाले में 10 लाख का डेट है, तो ये कौन कौन स्लैब में आएगा, इसमें 5 लाख पहले स्लैब में आएगा, 5 लाख सेकंड स्लैब में आएगा। तो 5 लाख इंटू 10%, 5 लाख इंटू 15%, 5 लाख इंटू 10, 5 लाख इंटू 15, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 1,25 आ गया। सेम इसी तरीके से तीसरे स्लैब के अंदर तीसरे अमाउंट में हो जाएगा। तीसरे प्लान में 14 लाख का डेट है, तो उसके अंदर 2 5 5 5 पहले 2 स्लैब में आ गए, देन 4 लाख आपके तीसरे स्लैब में आएगा, तो 20% और लगेगा। ये आपने ऐड कर दिया, तो इन तीनों को ऐड करके आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया। ये टोटल इंटरेस्ट आपको डाल देना है अपने नोट के, अपने स्टेप 3 के अंदर। डायरेक्टली यहाँ मत कर देना, सर मैं तो यहीं पे कर देता हूँ, मैं तो यहीं पे स्लैब 1 का लिख दूंगा, स्लैब 1 का लिख दूंगा, स्लैब 1 का लिख दूंगा, देन स्लैब 2 का, स्लैब 2 का, देन स्लैब 3 का। नहीं भाई, ये मत करना, अलग से दिखा देना, क्योंकि उसके मार्क्स हैं, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट हो गया। देन आपके पास ईबीडी आ जाएगा, उसमें से टैक्स रेट माइनस कर दोगे, देन आपके पास ईटेश आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ईएटी आता है, प्रेफरेंस नहीं है तो ये ईटेश हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स अपन निकाल के डिवाइड करना नंबर ऑफ शेयर्स से, आपके पास ईपीएस निकल के आ जाएगा। हाईएस्ट ईपीएस आ रहा है प्लान 1 में, तो अपन प्लान 1 को चूज कर लेंगे, अल्टरनेटिव 1 को चूज कर लेंगे। सिंपल था, क्या था ये 4 स्टेप का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके सारे क्वेश्चन एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, एकदम सिंपल हो जाएंगे। अननेसेसरी बच्चा कंफ्यूज होता है इनके अंदर, कि सर समझ नहीं आ रहा, पहले क्या करूं बाद में क्या करूं, हाथ ही नहीं चल रहा है, क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है लेकिन हाथ नहीं चल रहा है। ये 4 स्टेप आपके गाइडलाइन की तरह वर्क करेंगे, ये 4 स्टेप से आपका एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन वन पे आते हैं अभी, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन 1 करते हैं ठीक है। ये है May 23 का नाम रखा है। अब थोड़ी सी अपन वर्किंग्स बढ़ाएंगे इसके अंदर। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, ये इक्विटी, ये रिटेन अर्निंग, ये प्रेफरेंस, ये लॉन्ग टर्म। तो ये एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया,
ठीक है। देन आपको दे रखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, देन आपको इनकम टैक्स रेट, पी रेशो दे रखा है। ये सब किस काम का है बात करते हैं अभी अपन। देन आपको बोला है कि कंपनी एक्सपेंशन करना चाह रही है, जिसके लिए उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगेगा 34,50,000 का, ठीक है, जिसकी वजह से ईबीआईटी विल इंक्रीज बाय 6,15,000। तो ये आपको दे दिया कि इस कैपिटल के ऊपर हमारा इतना नया ईबीआईटी आने वाला है 6,15 का, 6,15 का नया ईबीआईटी आने वाला है। इसमें अगर आपने पुराना वाला ईबीआईटी ऐड कर दिया तो आपके पास रिवाइज्ड ईबीआईटी आ जाएगा, रिवाइज्ड टोटल ईबीआईटी आ जाएगा, ठीक है। द एडिशनल फंड कैन बी रेज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। एक तो इक्विटी शेयर्स एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस बोला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंट मार्केट प्राइस। दूसरा डेट बोरो करना है 16% लॉन्ग टर्म लोन से, ठीक है। देन आपको एक इंफॉर्मेशन दी है डेट इक्विटी रेशियो की, जिसके बारे में आपको कुछ रेंज दे रखी है। बोला है कि अगर इस रेंज के अंदर फॉल करेगा तो पी रेशियो इतना हो जाएगा, अगर इस रेंज के ऊपर जाएगा तो पी रेशियो इतना हो जाएगा। आपको एडवाइस करना है बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस पर शेयर, वो आपको मैक्सिमाइज करना है, कौन सा प्लान आपको चूज करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, छोड़ दो बाकी क्वेश्चन को, सबसे स्टेप बाय स्टेप चलो। स्टेप 1 क्या होता है, रिवाइज्ड ईबीआईटी निकालने का। इस क्वेश्चन में रिवाइज्ड ईबीआईटी कैसे निकलेगा, पिछले वाले के अंदर अपने को वर्किंग दे रखी थी तो अपन ने वहां से रिवाइज्ड ईबीआईटी निकाल लिया। यहाँ पे अपने को दे रखा है न्यू वाला दे रखा है, इसमें मैं अगर एग्जिस्टिंग वाला निकाल के ऐड कर लूँ तो मेरे पास रिवाइज आ जाएगा। तो एग्जिस्टिंग वाला कहाँ से निकल सकता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे आपका एग्जिस्टिंग ईबीआईटी निकल सकता है। एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन सारी ये है, ठीक है। ये तो कैपिटल शेयर हो गया, इससे तो कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। यहाँ पे आपको दे रखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फॉर्मूला याद करो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। क्या दिखाता है कि आप इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर सकते हो, तो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट वो बोला है 8 टाइम्स है, तो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट है अपना 8 टाइम्स, जिसमें इंटरेस्ट आपके पास अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि डेट का अमाउंट आपको दे रखा है 12% लॉन्ग टर्म लोन, इससे आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट आप यहाँ पे नीचे डाल दोगे तो आपका ईबीआईटी बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट आपको हो जाएगा 10 लाख का 12%, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ईबीआईटी 9,60,000 का आ जाएगा आपका एग्जिस्टिंग वाला, आ गया एग्जिस्टिंग वाला। इसमें आप ऐड कर देना नया वाला तो आपके पास डिवाइस ईबीआईटी आ जाएगा 1575 का। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर ले डाउन करने का, ठीक है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की यहाँ पे वर्किंग्स अपनी पिछले वाले जैसे नहीं होगी, यहाँ पे अपने को कुछ हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नई इन्फॉर्मेशन बोली है, क्या आपको एमपीएस तक जाना है। एमपीएस के लिए पी रेशो चाहिए होता है। अब पी रेशो इसने बोला है डिपेंड करता है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो का रेंज कितना है, तो आपको डेट और इक्विटी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अपन पहले डेट लेंगे, देन उसके नीचे इक्विटी लेंगे, देन डेट इक्विटी रेशियो निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे डेट इक्विटी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। एक चीज समझना, इक्विटी का मतलब होता है सिर्फ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जिसमें आपका इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आता है, ठीक है। लेकिन जब शेयर होल्डर की बात करते हैं, शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर्स का मतलब होता है सारे शेयर होल्डर्स। सारे शेयर होल्डर्स में इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया। तो जब शेयर होल्डर फंड की बात हो रही है तो उसमें इक्विटी भी होता है एंड उसके अंदर प्रेफरेंस का पैसा भी होता है। तो ये कैसे हो गया कि यहां लिखा है डेट टू इक्विटी जिसमें सिर्फ इक्विटी की बात हो रही है, और यहां लिखा है शेयर होल्डर फंड जिसमें प्रेफरेंस भी आ चुका है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बाहर चाहे कुछ भी लिखा हो, ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ठीक है। ये दिखाने वाले दांत है, इक्विटी बाहर लिखा हुआ है, इससे अपने को मतलब नहीं है। अंदर देखना है खाने वाले दांत क्या बोल रहे हैं। खाने वाले दांत बोल रहे हैं कि सर हमने तो डेट अपॉन शेयरहोल्डर्स फंड से निकाला है, तो अपने को मतलब नहीं है बाहर क्या लिखा हुआ, अपन जो अंदर दे रखा है उसको फॉलो करेंगे। मतलब इसको डेट टू शेयरहोल्डर फंड चाहिए, ना कि डेट टू इक्विटी, तो अपन डेट टू शेयरहोल्डर फंड ही निकालने वाले, ठीक है। बोला है 50 से 80 में जाएगा तो उसका पी रेशो गिर के 22 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर वो 80% के ऊपर चल जाता है तो 18 गिर के 18 हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन उनके डेट टू शेयरहोल्डर फंड निकालने वाले हैं, रेशो निकालेंगे एंड देखेंगे कितना आ रहा है। उसके बेस पे अपने को मालूम पड़ेगा कि पी रेशो हर प्लान के अंदर कितना होगा। पी रेशो हमारे कहाँ काम आएगा, एमपीएस निकालने काम आएगा, तो अपने को पी रेशो भी चाहिए होगा। तो अपन क्या करेंगे, लेआउट कर देंगे। एग्जिस्टिंग हो गया, इक्विटी प्लान हो गया, डेट प्लान हो गया, ठीक है। सबसे पहले डेट अपन पहले लेना स्टार्ट करेंगे। तो डेट के अंदर भी एग्जिस्टिंग अपने पास है 12% लोन, कितने का है, 10 लाख का है, वो एग्जिस्टिंग में पड़ा हुआ है, वो सेम इक्विटी में भी जाएगा, सेम डेट प्लान में भी जाएगा। नया डेट अपन लेने वाले हैं 16% न्यू लोन लेने वाले, वो आएगा अपने डेट प्लान के अंदर, इक्विटी में कुछ नहीं, एग्जिटिंग में कुछ नहीं। इनका टोटल कर दिया तो टोटल डेट निकल के आ गया अपने पास, ठीक है। देन अपने को नीचे चाहिए शेयर होल्डर फंड, डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, तो टोटल डेट आ गया, नीचे अपने को शेयर होल्डर फंड लेना है। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों का पैसा आएगा। सबसे पहले अपन एग्जिस्टिंग इक्विटी लिख देते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी लिख देते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग फंड्स लिख देते हैं। एग्जिस्टिंग इक्विटी में कितना पैसा है अपने पास, इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग 28 लाख का, तो 28 लाख आपका सब में आ जाएगा। देखो कैपिटल से अगर सॉल्व करने जाओगे तो तुम खुद भी रफली सॉल्व कर पाओगे, इतना कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है।
इसको प्रेजेंट कैसे करना है, एग्जाम में हाथ कैसे चलाना है, उसमें बच्चा फंसता है। उसके लिए आपको फॉर्मेट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एकदम सिंपल हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, 28 लाख का आपका इक्विटी है, वो सब में कैरी ऑन हो जाएगा। देन आपके पास प्रेफरेंस पड़ा हुआ एग्जिस्टिंग 12 लाख का, वो आपका सब में कैरी ऑन हो जाएगा, एग्जिस्टिंग में भी रहेगा, न्यू वाले में भी रहेगा। अब आप नई इक्विटी जो रेस करोगे वो आपकी कितनी हो जाएगी, 3450 की। ठीक है, वो आपकी आएगी सिर्फ इक्विटी प्लान के अंदर, डेट में नहीं, एग्जिस्टिंग में कुछ नहीं। ठीक है, ऐड कर दोगे टोटल शेयर होल्डर फंड आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक तो डेट टू शेयर होल्डर फंड रेशियो निकालना है। ये डेट आ गया, ये शेयर होल्डर फंड आ गया, इससे अपना रेशियो निकल के आ जाएगा, इससे अपना पी रेशियो डिफाइन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने को डेट का अमाउंट तो मालूम पड़ ही चुका है अपने को कि डेट का अमाउंट किस प्लान में कितना कितना है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स अभी तक नहीं मालूम पड़ा अपने को। तो अभी पहले अपन नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स सबसे पहले एग्जिस्टिंग वाले निकालेंगे, देन न्यू वाले ऐड कर देंगे। एग्जिस्टिंग वाले कैसे निकलेंगे, देखो आपके पास क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपकी 20 लाख, आपका 8 लाख का इक्विटी है, 10 रुपए का ईच है, तो 8 लाख बाय 10 इज 80,000। ठीक है, 80,000 शेयर्स आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो आपके सब में कैरी ऑन हो जाएंगे। न्यू वाले जो आप इशू करने वाले हो, ठीक है, वो आपके यहाँ पे ऐड होंगे। लेकिन न्यू वाला आप अभी नहीं निकाल पाओगे, न्यू वाला आप अभी नहीं निकाल पाओगे, आपको यहाँ पे खाली छोड़ना पड़ेगा, स्पेस छोड़ना पड़ेगा। वो अपना स्टेप 3 जो है उसके बाद ये कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा बताता हूँ मैं आपको। इसमें कुछ नहीं, एग्जिस्टिंग में, न्यू में, डेट में, न्यू में, डेट में कुछ भी, डेट वाले प्लान में इक्विटी नया कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको खाली छोड़ दिया। इन दोनों का टोटल अपने पास आ चुका है, इसका टोटल अभी ड्यू होगा। ड्यू क्यों होगा मालूम पड़ेगा आपको भी आगे। रुको, ठीक है, इसको भी के लिए खाली छोड़ो। अपन आते हैं डेट टू शेयरहोल्डर फंड रेशियो निकालने पे। ठीक है, अपने को निकालना था ना वो डेट टू शेयरहोल्डर फंड रेशियो। एग्जिस्टिंग वाले का कुछ निकालने का कोई काम नहीं है अपने पास, अपने को सिर्फ नए वाले का निकालना है। 10 लाख बाय 74,50,000, इसका हो जाएगा 13.42%। ये हो जाएगा 44,50,000 बाय 40, तो ये तो 100 के भी ऊपर जाएगा, 111.25% जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, पी रेशियो अगर 50 से 80 पे जाता है, 50 से 80 पे जाता है तो आपका पी रेशियो गिर के 22 हो जाएगा। एन 80 के ऊपर जाता है तो 18 हो जाएगा। इसमें 80 के ऊपर जा चुका है तो इसमें 18 हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें तो जो रेंज बोली थी उससे भी नीचे, क्या बोला था, 50 से 80 पे जाएगा तो 22 हो जाएगा, 80 के भी ऊपर गया तो 18 हो जाएगा। इसमें तो 50 भी नहीं गया है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें बोला जा रहा है कि देखो भाई, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पी रेशियो है 25 का, ठीक है, एंड उसके आगे बोल रहा है कि अगर आपका बढ़ गया डेट टू शेयर होल्डर फंड 50-80 में चला गया, देन आपका पी गिर के 22 हो जाएगा। अब 50-80 में तो अपना नहीं गया है, तो अपना नहीं गिरेगा, 25 ही रहने वाला है अपना। ठीक है, इसके अंदर अपना पी रेशियो 25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, एक सेकंड, अपना पी रेशियो गिर के इसमें इसमें 25 हो जाएगा, इसमें 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ मतलब इसमें गिरेगा नहीं, इसमें 25 मेंटेन रहेगा, इसमें 18 हो जाएगा गिर के। ठीक है, अब एक चीज समझना है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ शेयर्स क्यों नहीं निकाल पाए अपन। अपन इसलिए नहीं निकाल पाए बिकॉज अपने पास करंट मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है। अपने को क्या बोला है कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस। प्रेजेंट मार्केट प्राइस कहाँ है क्वेश्चन के अंदर, कहाँ दे रखा है प्रेजेंट मार्केट प्राइस, नहीं दे रखा है। अपने को प्रेजेंट मार्केट प्राइस खोजना पड़ेगा। कैसे खोजेंगे अपन प्रेजेंट मार्केट प्राइस, देखो अपने पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपके पास था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आपने एग्जिस्टिंग ईवीआईटी निकाला ही 960 का। ठीक है, क्या अपन ईवीआईटी से ईपीएस तक पहुंच सकते हैं, पहुंच ही सकते हैं। एग्जिस्टिंग वाले की बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग ईवीआईटी 960 का है, इससे अपन एग्जिस्टिंग ईपीएस तक पहुंच सकते हैं क्या, एग्जिस्टिंग वाला अभी अभी प्लान से पहले पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, आपके पास बीच में इंटरेस्ट निकल जाएगा, यहाँ से आपके पास, यहाँ से टैक्स निकल के आ जाएगा, आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके निकल के आ जाएंगे, आप ईपीएस तक पहुंच पाओगे, एग्जिस्टिंग वाले ईपीएस तक पहुंच पाओगे। ठीक है, उस ईपीएस को अगर आपने एग्जिस्टिंग पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया जो 25 दे रखा है, तो आप एग्जिस्टिंग एमपीएस तक पहुंच जाओगे, मार्केट प्राइस तक पहुंच जाओगे। उसी को अपने को यूज करके इशू करना होगा ये नए वाले शेयर्स। तो पहले अपने को एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर चाहिए रहेगा। वो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपने पास आएगा, तब जाके अपना निकलेगा कि अपने को यहां पे कितने नए शेयर्स इशू करने हैं। तो अपने को पहले वो चाहिए वर्किंग। अब उसकी वर्किंग अपन कहाँ करेंगे, उसकी वर्किंग अपन करेंगे स्टेप 3 के अंदर, जहां पे अपन कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस वैसे भी करते हैं। वैसे अपन क्या करते हैं, अपन इक्विटी प्लान डेट प्लान की दोनों की वर्किंग करते ही साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में अपन एग्जिस्टिंग वाले की वर्किंग भी कर लेंगे, क्योंकि अपने को एग्जिस्टिंग वाले का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी चाहिए, तो अपन एग्जिस्टिंग वाले को भी साथ में ले डाउन कर देंगे। क्वेश्चन 2 में अपने एग्जिस्टिंग वाले को नहीं किया था, अपन ने सिर्फ न्यू न्यू की बात करी थी। यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ रही है क्योंकि अपने को एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी चाहिए। ठीक है, तो अपन पहले स्टेप 3 कंप्लीट करेंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो स्टेप 3 पे आते हैं। एग्जिस्टिंग के अंदर अपना ईवीआईटी आ गया 960 का, अपन निकाल के आते हैं रिवाइज्ड वाला 1575 1575 हो गया।
माइनस करेंगे इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग वाले के अंदर, सिर्फ एग्जिस्टिंग लोन के ऊपर लगेगा 12%, जो अपन ने ऊपर ले डाउन किया। अब ये जो आपके पास ये जो आपने टेबल बनाया ना, ये पूरा आपका काम आएगा आगे का पूरा काम करने के लिए एमपीएस के अंदर। आपने यहाँ पे ले डाउन कर दिया 12% लोन, तो 10 लाख का 12% आपका 1/20 हो जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, ये 1/20 आपका यहाँ पे हो गया, 1/20 सब में कैरी ऑन हो जाएगा। ठीक है, देन आप देखोगे और कहाँ कहाँ पे डेट है। आपको क्वेश्चन की तरफ जाना ही नहीं है, क्वेश्चन में भटकना ही नहीं है अपने को, सब कुछ इसमें अपने पास। ठीक है, देन इसमें आपके पास कुछ इंटरेस्ट नहीं है, इसमें और नहीं है, इस पे आएगा 34/50 पे 16% का। तो 34/50 पे 16% आपका ये आ गया 552 का। ठीक है, ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, इसको माइनस करके आप ईबीडी दिखाओगे। ठीक है, ईबीडी में से टैक्स माइनस होगा। अच्छा, यहाँ पे अपने को इन दोनों का टोटल दिखाने का जरूरत नहीं है, स्लैब वाले में दिखाना होता है, यहाँ पे दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ईबीटी आएगा, ईबीटी में से टैक्स माइनस होगा, ईएटी आ जाएगा, ईएटी में से प्रेफरेंस रिटर्न माइनस करेंगे, जो सिर्फ एग्जिस्टिंग वाला है, नया वाला बिल्कुल नहीं है। कितना था, 12 लाख का 9%, ऊपर से टेबल से देख लेना। ठीक है, सब में आ जाएगा। देन आपके पास ईटेच आ जाएगा, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास एग्जिस्टिंग वाले तो हैं 80,000, इसके भी 80,000, इसके अपने पास नहीं है अभी। ठीक है, तो ये नहीं निकल पाएगा, ये नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है, पहले अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सॉल्व हो जाएंगे, इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट होगा तब इसको अपन ऊपर डालेंगे, तब अपना निकल के आएगा। ईपीएस आ गया एग्जिस्टिंग वाला, इसको अपन ने पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लिया, 25 का है, एग्जिस्टिंग वाला 25 है, तो ये अपना मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ गया 150 का। ठीक है, यहाँ पे आपका ईपीएस आ गया, इसमें 18 का पी रेशियो, मेरे पास मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ गया 117.9 का। ठीक है, अब ये मार्केट प्राइस आपकी एग्जिस्टिंग वाली 150 की, इस पे अपन इशू करेंगे अपने नए वाले शेयर्स, इसको अपन लेके जाएंगे अपने स्टेप 2 के अंदर। ठीक है, 34,50,000 आपको इशू करने थे, एंड 150 की मार्केट प्राइस आपकी है, तो आपको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 3450 बाय 150। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके 23,000। ठीक है, ऐड कर देना 23,000 और 80,000, तो कितना हो जाएगा, 1,03,000 हो जाएंगे। ये 1,03,000 का आप डालोगे स्टेप अपने स्टेप 3 के अंदर। ठीक है, ई पे आ जाएगा आपका, एम पे आ जाएगा, एक सेकंड। क्लियर, उनका क्वेश्चन खत्म, यही था। ठीक है, आपका कौन सा डिसीजन होगा, किसको चूज करोगे, जिसमें आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हाईएस्ट है, हाईएस्ट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 221 का, तो आप इक्विटी प्लान चूज करोगे। क्लियर है ये चीज, समझ में आएगा कोई क्वेश्चन। ठीक है, ये वर्किंग अपन ने इसके अंदर करी। अब एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं कि सब प्रेजेंट मार्केट प्राइस जो निकलेगी, वो जो यहाँ पे निकल के आने वाली है, ये होगी कि ये वाली होगी। अच्छा देख, मुझे एक बात बता, प्रेजेंट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, कि जो अभी चल रही है। अभी चल रही का मतलब है जब आप इशू करने जा रहे हो तब चल रही है, जब आप इशू करने जा रहे हो तब कौन सी वाली चल रही है, एग्जिस्टिंग वाली चल रही है ना। एग्जिस्टिंग वाली के लिए आपको एग्जिस्टिंग डेटा यूज करना पड़ेगा, तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है वो यूज होगी यहाँ पे, ना कि आपकी जो नई वाली निकल के आएगी, वो तो इशू करने के बाद की है, इशू हो चुका है तब निकल के आई है वो, तो मेरे को इशू करने से पहले वाली चाहिए, वो यहाँ से निकल के आई। क्लियर है, लिख के कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन अभी तक के लिख के होने चाहिए। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं आपको छोटा सा ट्विस्ट ऐड करता हूं, कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती कि आपका ईबीआईटी 6,15,000 से इंक्रीज करने वाला है, तो आप क्या करते, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो आप क्या करते। देखो, अपन ने रिवाइज ईबीआईटी निकालने के लिए मल्टीपल तरीके देखे, क्वेश्चन 2 में अपन ने क्या किया, अपने को डायरेक्टली सेल्स वगैरह का डेटा दे रखा था, अपन ने उससे निकाला। यहाँ पे अपने को एक्जिस्टिंग ईबीआईटी का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, न्यू वाले की अवेलेबल थी, अपन ने ऐड कर लिया, तो अपना रिवाइज टोटल निकल के आ गया। ठीक है, तीसरा वर्किंग पॉसिबल क्या हो सकता है, वो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको न्यू ईबीआईटी का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हो 6-15 का, ये आप ऐड कर देना है आपके, या आपके पास अगर पीडीएफ है, अगर आपने प्रिंट निकालना है उसमें नहीं लिखा होगा, ये आपको भी मेरे साथ में ऐड करना है। ठीक है, अगर न्यू ईबीआईटी 6,15,000 आपको नहीं दे रखा है, एंड आपको ये बोला है कि कंपनी का जो आरओसी है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 200 बेसिस पॉइंट्स ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस, तो आप कैसे वर्किंग करोगे, तो आप वर्किंग कैसे करोगे, आपको क्वेश्चन ने बता दिया कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 200 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज होने वाला है, एंड आपको पता ही होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, ईबीआईटी से निकलता है, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड से निकलता है। ठीक है, तो यहां से अपना पास ईबीआईटी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आपको बोला है कि एक्सपेंडेड कैपिटल बेस, यानी एक्सपेंशन करने के बाद 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाएगा, तो पहले पुराना वाला निकालो, उसमें 200 बेसिस पॉइंट्स ऐड कर देना। ठीक है, तो पहले पुराना निकालते हैं, तो एग्जिस्टिंग आरओसी निकालेंगे अपन, कैसे, इसमें आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स निकलेगा, क्योंकि अपने को ईबीआईटी चाहिए ना कि ईबीआईटी इंटू 1 - टी चाहिए, तो अपन बिफोर टैक्स ही निकालेंगे अपन इसके अंदर, ईबीआईटी अपन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी एग्जिस्टिंग वाला आप निकाल के स्टेप 1 के अंदर। ठीक है, निकाला था ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, कितना निकाला था, ये निकाला था ना आपने 960 का,
ये सेम रहेगा ईवीआईटी आपका, ठीक है। इस ईवीआईटी को आप यहाँ लिखोगे 960 को, नीचे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी सारे कैपिटल के सोर्सेज जो भी थे उनको ऐड करोगे तो 50 लाख का है। एग्जिस्टिंग वाले की बात हो रही है, एग्जिस्टिंग वाले की रेशियो निकालोगे तो 19.2% आ जाएगा, ठीक है। ये रेशियो आपका एग्जिस्टिंग आरओसी आ गया। अब इसके अंदर बोला है कि एक्सपेंडेड कैपिटल बेस पे 200 बेसिस पॉइंट्स ऐड हो जाएगा। अब बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ाया था, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक अपन ने वहां पे क्या डिस्कस किया था कि 1 बेसिस पॉइंट मीन्स 0.01%, 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.01%, ठीक है। तो 200 बेसिस पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 2%, ठीक है। अब मैंने आपको शॉर्ट में इसको कैसे याद करने बोला था, शॉर्ट में ट्रिक क्या थी कि पीछे के 2 जीरो उड़ा दो, बाकी का जो बचेगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो 2 जीरो उड़ा दो तो आपका 2% इंक्रीज होने वाला है। तो 19.2 में आप 2% ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 21.2%। तो आपका रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, रिवाइज्ड आरओसी हो जाएगा 21.2%। अब आपके पास जो नई कैपिटल आएगी ना, टोटल जो आपकी कैपिटल होगी उसके ऊपर आप 21.2% कमाने वाले हो। मैं टोटल कैपिटल की बात कर रहा हूं, न्यू वाले की बात नहीं कर रहा हूं। टोटल कैपिटल की बात, एक्सपेंडेड कैपिटल बेस है, और न्यू कैपिटल नहीं बोला है, ऑन एक्सपेंडेड कैपिटल बेस बोला, यानी जो कैपिटल बेस अब बड़ा हो चुका है उसकी बात हो रही है। उसके ऊपर आप 21.2% कमाने वाले हो, सबके ऊपर, ठीक है। तो 21.2 रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, उससे मल्टीप्लाई कर देना। रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख की पहले ही थी, उसमें आप 34.5 नहीं लेके आने वाले हो, ऐड हो जाएगी आपकी 84.5 लाख की रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस 84.5 के ऊपर आप 21.2% का रिवाइज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाओगे, तो आपका ईबीआईटी कैसे निकल के आएगा, 84.5 इंटू 21.2%। देखो अब आप फॉर्मूला रट के करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि 21.2% कैसे निकलेगा, रिवाइज ईबीआईटी अपॉन रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर बोला मैं नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड डालूंगा 84.5 की, फिर उसको मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो मेरे पास रिवाइज ईबीआईटी निकल के आ जाएगा। लेकिन लॉजिकली करने से ज़्यादा ईजी रहता है, सिंपल रहता है। वो क्या है कि यार देखो ना, आप 21.2 का आप ईबीआईटी कमाओगे, आरओसी क्या दिखा रहा है कि आप 21.2 का ईबीआईटी कमाओगे 84.5 लाख के ऊपर, तो 84.5 इंटू 21.2 कर दो, सिंपल, ठीक है। 84.5 इंटू 21.2 कर दो तो 17.914 लाख आपका निकल के आ जाएगा। ये आपका रिवाइज्ड ईबीआईटी होगा, ठीक है, ऐसे निकल के आएगा आपका, ठीक है। अच्छा अगर ये भी नहीं बोलता, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती कि 200 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज होने वाला है, तो अपन क्या करते, फिर अपन क्या करते, फिर आप कैसे निकालते रिवाइज ईबीआईटी। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ये मानने के अलावा कि जो ये जो अपना कैपिटल एम्प्लॉय अभी जो आरओसी आ रहा है ना 19.2 का, ये सेम का सेम मेंटेन हो जाएगा आफ्टर एक्सपेंशन ऑल्सो, ठीक है। तो आप बेसिकली रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड 84.5 को मल्टीप्लाई कर लेते इंटू 19.2% से, तो आपके पास आपका रिवाइज ईबीआईटी निकल के आ जाता। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया आपको। चलो क्वेश्चन 1 एंड 2 डन, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन 3 पे। अब ये क्वेश्चन 3 एकदम ताज़ा ताज़ा है, सितंबर 25 आरटीपी का है, ठीक है। इसको क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा नया पॉइंट है, वो आज तक आईसीआई के स्टडी मैट क्वेश्चंस में नहीं आया है, लेकिन हम लोग क्लास में कब से कवर करते आ रहे हैं। अगर आपके पास मेरे पुराने नोट्स भी हैं तो आप देखोगे कि उसके अंदर कब से कवर होता हुआ आ रहा है वो, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको कवर कराने के लिए कॉन्सेप्ट तो पहले से ही नोट्स के अंदर, उसका क्वेश्चन कराने के लिए अपन ने इसको रख दिया है, ठीक है। आ सकता है, चांसेस है इसके अंदर जो छोटा सा पॉइंट है वो आ जाए एग्जाम के अंदर, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बहुत लॉजिकल सा है, बताता हूँ मैं आपको क्या है। यहाँ पे आपको बोला है कि 50 लाख रुपए रेस करना चाहती है कंपनी फॉर अ मेजर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, ठीक है। द फर्म इज एवेल्युएटिंग 3 फाइनेंसिंग ऑप्शंस। पहला क्या है, इक्विटी का ऑप्शन, जिसमें कंपनी इशू करेगी शेयर्स एट ₹10 ईच। इशू प्राइस ₹10 का रहने वाला है, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगा ₹0.50 का, ₹0.50, ठीक है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स उसके पास 10 लाख के ऑलरेडी है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है ₹20 का। अब आप इशू किस पे करोगे, 10 के ऊपर कि 20 के ऊपर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला दिमाग लगाओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको मैंने चार्ट दिखाया था पूरा, ठीक है। नेट प्रोसीड्स इशू प्राइस समझाने के लिए कितना यूजफुल चार्ट था, ठीक है। सारा कन्फ्यूजन खत्म हो गया था। उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि जो न्यू वाला अपना इशू होता है उसके अंदर अपना प्रायोरिटी 1 क्या होता है, कि अपन क्या मानते हैं कितने के पे इशू होगा, प्रायोरिटी 1 अपन लेते हैं इशू प्राइस को, चार्ट देखो, प्रायोरिटी 1 इशू प्राइस को, प्रायोरिटी 2 अपना लेते थे अपन करंट मार्केट प्राइस, अगर इशू प्राइस नहीं दे रखी हो तो। देन अपना आता था फेस वैल्यू, अगर करंट मार्केट प्राइस भी नहीं दे रखी हो तो अब यहाँ पे आपको इशू प्राइस तो दे रखा है ना, तो प्रायोरिटी 1 तो इशू प्राइस का होगा। इशू प्राइस अगर आपको दे रखा है तो आप उसको फॉलो करोगे, इशू प्राइस 10 रुपीज का रहेगा, ठीक है, ना कि करंट मार्केट प्राइस 20 का। अगर ये नहीं दे रखा होता तो अपन मानते हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे इशू होगा, लेकिन अभी तो दे रखा है इशू प्राइस, तो अपन 10 के ऊपर इशू करेंगे। लेकिन 10 में से 0.50 मेरा कट के मेरे पास कितना बचेगा, हाथ में नेट नेट कितना आएगा मेरे पास पर शेयर के ऊपर, सिर्फ 9.50 का मेरे पास आएगा नेट प्रोसीड्स पर शेयर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट प्रोसीड्स पहली बार आ रहा है इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद कैपिटल के अंदर पहली बार आ रहा है, ठीक है। देन आपको डेट के लिए बोला है कि 15 लाख बोरो करोगे 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे भी 2% ऑफ द फेस वैल्यू आपका
चल जाएगा किसके अंदर, फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर। तो लेट्स से अगर आप 100 का इशू करने वाले हो, उसमें से 2 का आपका फ्लोटेशन कॉस्ट कट के आपके पास 98 रुपीज़ का नेट आपके पास नेट प्रोसीड्स बचेगा। ठीक है, तो 100 में से 98 नेट प्रोसीड्स आपके पास। एंड आपका जो लेंडर है उसने आपको इम्पोज किया है कवरेंट, कवरेंट यानी कंडीशन, कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम 2.5 तो होना ही चाहिए। ठीक है, देन आपको बोला है इक्विटी डेट फाइनेंसिंग, तीसरा वाला मिक्स हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें आप 25 लाख इक्विटी से लेके आओगे, सेम इशू प्राइस जो पहले भी थी, फ्लोटेशन कॉस्ट सेम वही वाली। देन 25 लाख आप डेट से लेके आओगे, उसमें भी आपका सेम इंटरेस्ट रेट रहेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट भी सेम रहेगा जो पहले वाले प्लान में था। तो बेसिकली 1 और 2 को मिक्स कर दिया इसने थर्ड वाले के अंदर, और कुछ नहीं किया। ठीक है, देन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रोजेक्ट का ईवीआईडी 15 लाख का एनुअली, टैक्स रेट दे रखा है, एक्जिस्टिंग शेयर्स दे रखे हैं 10 लाख। देन आपको ये रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न, इक्विटी रिटर्न दे रखा है। ये किस काम आता है, के निकालने का काम आता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहला इसका आंसर आपको नहीं दे रहा, इसका आंसर आपको मेरे सामने फ्रेश सॉल्व करना है, साथ साथ सॉल्व करते जाना। ठीक है, कैलकुलेट द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम ईच फाइनेंसिंग मेथड, मतलब आपके जो पास जो पीडीएफ आपने प्रिंट निकाली होगी उसमें सोल्यूशन नहीं होगा इसका, आपको सामने सॉल्व करना है फ्रेश। ठीक है, आपको निकालना है नेट प्रोसीड्स फ्रॉम ईच फाइनेंसिंग मेथड आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। ठीक है, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो आप 50 लाख इशू करोगे, आपको 50 लाख का फेस वैल्यू इशू करना है, आपको 50 लाख का फेस वैल्यू इशू करना है, ये आपको 50 लाख के नेट प्रोसीड्स चाहिए, क्या चाहिए आपको मुझे बताओ। देखो, आप इशू करने वाले हो 10 रुपीज के ऊपर, ठीक है, जिसमें से आपके पास कट के 9.5 आने वाला है। ठीक है, ये जो 50 लाख है, ये जो 50 लाख है, आपको क्या चाहिए, आपके पास नेट नेट कट के 50 लाख आए हाथ में, या 50 लाख का आप इशू कर दो, फिर कट के आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट कट के कम बचे, क्या चाहते हो आप यही चाहोगे ना कि 50 लाख आपके हाथ में नेट नेट आए, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट के अंदर 50 लाख लगाने, तो आप यही चाहोगे कि आपका नेट प्रोसीड जो आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट कटने के बाद जो बचे वो 50 लाख बचे। तो बेसिकली हर प्लान के अंदर आपको नेट प्रोसीड चाहिए 50 लाख का। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको नेट प्रोसीड 50 लाख का टोटल चाहिए, तो ऑप्शन 1 के अंदर आप कितने शेयर्स इशू करने वाले हो, इस 50 लाख को आप इशू किससे डिवाइड करोगे, क्या आप 50 लाख को डिवाइड करोगे 10 से, या आप डिवाइड करोगे 9.50 से। 9.50, 9.50, अगर आपका 50 लाख नेट प्रोसीड्स होने वाला है, तो आप डिवाइड भी तो नीचे नेट प्रोसीड से करोगे ना, कि एक शेयर के ऊपर नेट प्रोसीड 9.5 का है एंड आपको टोटल नेट प्रोसीड 50 लाख का चाहिए, तो शेयर्स कितने हो जाएंगे, 50 लाख बाय 9.5, कम खत्म क्वेश्चन। ठीक है, 10 में करोगे तो नुकसान हो जाएगा, बताए कैसे, क्या नुकसान होगा, 10 में करोगे तो 50 लाख बाय 10 कितना होगा, 5 लाख शेयर, तो आपको 5 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब 5 लाख शेयर अगर आपने इशू कर दिए, उसमें आपको नेट नेट तो 9.5 ही मिल रहा है, तो 50 लाख 5 लाख शेयर्स अगर आपने इशू किए, 5 लाख इंटू 9.5 कितना होता है, 47,50,000, तो आपके पास नेट नेट 4750 बचेगा। इसलिए अपन 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे 9.5 से। अब शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे थोड़े से, ताकि आपके पास नेट हाथ में 50 लाख पूरे बच जाए। ठीक है, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला आपका जो नेट प्रोसीड्स होगा वो सब में 50 लाख ही होने वाला है, तो आपको फेस वैल्यू और शेयर्स का नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, नेट प्रोसीड्स पर शेयर 9.5 का, तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 50 लाख बाय 9.5, जो मैंने आपको समझाया अभी। ये शेयर्स आएंगे, उसको आप राउंड ऑफ करके इतना लिख दोगे। ठीक है, देन आपका डेट प्लान के अंदर क्या होगा, डेट प्लान के अंदर आपको नेट नेट 50 लाख चाहिए। ठीक है, एंड आपके हाथ में कितना लगने वाला है, 98 रुपीज लगने वाला है, अगर आप 100 का इशू करते हो तो। ठीक है, तो आपको कितने इशू करने पड़ेंगे, 98% लगने वाला हाथ में, 100% में से 2% कट के 98% बचेगा आपके पास। ठीक है, तो आपका नेट प्रोसीड 98% हो गया एक तरीके से, तो आपका 100% अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 लाख बाय 98%। ये 50 लाख शुड बी 98% ऑफ योर फेस वैल्यू, तो 50 लाख बाय 98% करके आपके पास ये टोटल आपके पास निकल के आ जाएगी। अच्छा, इतने का अपने को फेस वैल्यू रेस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास हाथ में कट के 50 लाख बचेगा। इसको इंटू 98% करके देखोगे तो 50 लाख बचेगा, ऑब्वियसली तभी तो ये 50 लाख में 98 ये निकल के आया। ठीक है, चलो देन अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ चुका है, अपने को यहाँ पे ईपीएस भी निकालना है ना थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर, तो आप क्या करो, नंबर ऑफ शेयर्स तो यहाँ पे निकलते जा रहा है, ठीक है, साथ में डेट का इंटरेस्ट भी यहीं पे निकालते चलो, ताकि अपन डायरेक्टली इसको सिर्फ ईपीएस वाले के अंदर डायरेक्टली इंटरेस्ट अमाउंट को डाल दे, यहीं पे निकाल दो। 51 लाख का है, इसके इंटू 12% करेंगे तो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब इंटरेस्ट लगेगा वो फेस वैल्यू के ऊपर लगेगा ना, नेट प्रोसीड्स पे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने हाथ में पूरा पैसा आया नहीं आया, अपने को तो इंटरेस्ट पूरे के ऊपर देना है ना। ठीक है, यही इसी के लिए मैंने पढ़ा है, यही टॉपिक के लिए मैंने पढ़ा है। अगर आप हमारे नोट्स खोल के देखोगे तो उसके अंदर पहले से चीज लिखी हुई है। ये देखो, इशू प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय इशू एक्सपेंसेस पर शेयर, डिवाइड होता है नेट प्रोसीड से।
आज तक किसी क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमने कब से टाइम से इसको इंक्लूड कर रखा है कि कभी ना कभी डाल दें, एंड मुझे लगता है शायद इस पॉइंट को टारगेट कर सकता है किसी एग्जाम में। ठीक है, चलो। देन अपने पास तीसरा वाला प्लान है डेट इक्विटी मिक्स। उसके अंदर तीनों की दोनों दोनों मिक्स हो जाएंगे। वर्किंग सेम वही होगी जो भी अपने दोनों प्लान के अंदर हुई। इक्विटी के अंदर बस अमाउंट चेंज होकर 25 लाख हो जाएगा, उससे 50 लाख था, डिवाइड बाय 9.5 ही होगा। देन डेट के अंदर भी अमाउंट 50 लाख की जगह 25 लाख हो जाएगा, बस अमाउंट यहाँ पे भी निकल के आ जाएगा। इस अमाउंट के ऊपर भी आप इंटरेस्ट निकाल देना। क्लियर? ठीक है, इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये आपका जो पहला वाला पार्ट था वो सॉल्व हो गया। देन दूसरे वाले में बोला है कि डेट ऑप्शंस के अंदर चेक करो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो मेंटेन हो रहा है क्या 2.5 का। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है? ईबीआईडी अपॉन इंटरेस्ट। निकाल दो, इंटरेस्ट आप ऑलरेडी निकाल के आए हो यहाँ पे। बस इसके ऊपर आप दो प्लान है ना, दो के अंदर डेट आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो दोनों के अंदर आप ऊपर ईबीआईडी लोगे, नीचे इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, ईबीआईडी आपको प्रोजेक्ट ईबीआईडी दे रखा है 15 लाख का, वो सब में सेम होगा। 15 लाख अपॉन इंटरेस्ट दोनों प्लान के अंदर अलग। डेट ओनली प्लान के अंदर 15 लाख बाय 6 लाख 12। ठीक है, देन डेट इक्विटी के अंदर 15 लाख बाय 3 लाख 6 122। दोनों का इंटरेस्ट का रेशियो निकल के आ गया। पहले वाले में कंप्लाइंट नहीं है क्योंकि 2.5 मिनिमम चाहिए था, तो दिस इज नॉन कंप्लाइंट। इस वाले के अंदर कंप्लाइंट है क्योंकि ये 4.90 हो चुका है, 2.5 के ऊपर है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला भी हो गया। अब आप शायद क्वेश्चन में देखिए कंफ्यूज हो जाओ, आप बोलोगे कि सर ये तो सिर्फ इसने 2.5 को तो सेकंड वाले के अंदर ही बोला है, थर्ड वाले के अंदर तो बोला ही नहीं है। अच्छा देख, लैंडर ने बोला है, लैंडर ने बोला है कि 2.5 का आपको मेंटेन करना है। अब सेम बंदे से आप यहीं पे भी तो रेस करने जा रहे हो ना। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन के अंदर भी हिंट दिया है कि डेट ऑप्शंस के लिए बताओ। डेट ऑप्शंस, दो ऑप्शंस हैं डेट के, दोनों के अंदर बताना पड़ेगा, भले से उसमें लिखा नहीं हुआ यहाँ पे। आपको खुद से बुद्धि लगानी पड़ेगी कि इसका मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि दोनों के अंदर चाहिए अपने को, तो दोनों के अंदर निकालना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड में ईपीएस निकालने बोला, जो बहुत सिंपल है। 15 लाख का आपके पास ईबीआईडी है। ठीक है, 15 लाख का ईबीआईडी सबने ले लिया आपने, उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर देना। पहले वाले प्लान में कुछ नहीं है क्योंकि इक्विटी है, डेट वाले प्लान के अंदर आ जाएगा। ठीक है, देन आपके पास ईबीडी आ गया, इसमें से माइनस करोगे आप टैक्स, 30% का दे रखा है। ईटेश आ जाएगा, प्रेफरेंस कुछ भी नहीं है। ईटेश को डिवाइड करना है आपको नंबर ऑफ शेयर्स से। नंबर ऑफ शेयर्स में आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स भी हैं ऑलरेडी 10 लाख के, तो जो आपने नए शेयर्स इशू करें उसके अलावा 10 लाख आपके पास और हैं, तो 10 लाख आपके सारे प्लान के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इक्विटी प्लान के अंदर आप लेके आ रहे हो 5,26,000, इसमें 10 लाख जोड़ के 15,26,316 हो जाएगा। 15,26,316। प्लान 2 में आपने बिल्कुल इक्विटी रेस नहीं करी, तो इसमें आपका 10 लाख पुराना वाला कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसमें आपने 2,63,000 रेस किए थे, उसमें ऐड हो जाएगा 10 लाख के साथ में डेट इक्विटी मिक्स के अंदर। आपके पास नीचे ईपीएस निकल के आ जाएगा। ठीक है, चूज किसको करोगे? जिसके पास हाईएस्ट इक्विटी प्लान है, तो अपने हाईएस्ट प्लान ईपीएस आ रहा है, हाईएस्ट ईपीएस आ रहा है इक्विटी प्लान के अंदर, तो अपन उसको चूज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना काम खत्म यहाँ पे। देन आपको फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऐसे ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां कर रखी है, अननेसरी कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ठीक है, एंड गलत भी सॉल्व कर रखा है, तो इसको अपन सॉल्व नहीं करते, रहने देते हैं। रॉन्गली सॉल्व में ऐसे ही इसको कट कर दो, एंड ये आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने बोला ना, इस क्वेश्चन में से जो आपके मैक्सिमम टारगेट हो सकता है इस क्वेश्चन में से, वो है ये चीज़, फ्लोटेशन कॉस्ट वाला पॉइंट। ये आपके किसी एमसीक्यू के अंदर आ सकता है या फिर आपके किसी डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है। बाकी इसके अलावा आप इसको इग्नोर करो कि वैक निकालना है। देन बोल रहा है विच ऑप्शन इज बेस्ट फ्रॉम बोथ एन ईपीएस एंड वैक पर्सपेक्टिव। वैक अगर निकालना ही नहीं तो वैक कैसे बताऊंगा, कैसे मैं, तो वैक को कट कर दो। ईपीएस तक सॉल्व करना है, बस उतना ही काम करना है अपने का। ठीक है, दूसरा इसके अंदर एक अजम्पशन है इसे का कि आपको यहाँ पे देखो नया पैसा रेस करना है 50 लाख का। ठीक है, एंड आपको दे रखा है कि साथ में आपके पास एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स भी हैं 10 लाख के, तो आपके पास न्यू कैपिटल भी आने वाली है प्लस एग्जिस्टिंग कैपिटल भी है। लेकिन जो आपको ईवीआईटी दे रखा है वो एक ही दे रखा है, वो क्या है? 15 लाख का एनुअल ईवीआईटी। तो अपने को ये बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा, अजम्पशन जाएगा अपना कि 15 लाख टोटल है, रिवाइज टोटल है, क्योंकि एग्जिस्टिंग ईवीआईटी तो दे नहीं रखा है। एग्जिस्टिंग ईवीआईटी होता तो मैं उसके अंदर नया वाला ईवीआईटी ऐड करके रिवाइज वाला ईवीआईटी निकाल लेता। ठीक है, लेकिन मेरे पास वो दे नहीं रखा है, तो आईसीए का यहाँ पे एक अजम्पशन है, मतलब ये गलती है आईसीए का, उसको क्लियरली ड्राफ्ट करना चाहिए था क्वेश्चन। आईसीए का अजम्पशन है कि दिस इज रिवाइज्ड। दिस इज रिवाइज टोटल। ठीक है, समझ गए आपको? चलो ये क्वेश्चन खत्म कर लेना लिख के, अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो दिस टॉपिक ईवीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस कम्स टू एन एंड। अभी अपन स्टार्ट करेंगे इन डिफरेंस पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, अब इन डिफरेंस पॉइंट के अंदर देखो राजा, मैं बताऊं, बच्चे को फॉर्मूला तो पता होता है कि सर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं पता होता है। इसका इसका डिटेल डिस्कशन हमने काफ़ी प्यारे तरीके से करा था
हमारे डिवीजन वीडियो के अंदर। अगर आपको उसके अंदर हल्का सा भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ इसका डिवीजन वीडियो चेक कर लेना, जिंदगी में भूलोगे ही नहीं, इतना प्यारे एग्जाम्पल लेके अपन ने उसको स्टडी किया। ठीक है, कभी नहीं भूलने वाले, प्रैक्टिकल लाइफ से भी लिंक कर दिया था उसको तो। ठीक है, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे शॉर्ट में जिस्ट दे देता हूँ, उसका समरी बता देता हूँ कि क्या डिस्कशन था। देखो, इन डिफरेंस पॉइंट होता क्या है, आपके पास लेट्स से दो प्लान दे रखे हैं आपको, या आपके पास एक डेट प्लान है, ठीक है, एक आपके पास में है डेट प्लस इक्विटी, ले लेते हैं डेट प्लस इक्विटी प्लान 1, डेट प्लस इक्विटी प्लान 2। क्या बोला कि आपके पास पहले प्लान के अंदर डेट होगा लेट्स से 10 लाख का, एंड इक्विटी भी होगा 10 लाख का, एंड इसके अंदर बोला कि आपका डेट कम होकर 2 लाख हो जाएगा, एंड आपका इक्विटी बढ़ के हो जाएगा 18 लाख। ठीक है, अब एक चीज समझ रहे हो, दोनों के अंदर 20 लाख की रेस होने वाला है, दोनों के अंदर 20 लाख की रेस होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें डेट ज्यादा है, इसमें डेट कम है। एक चीज समझना, डेट जो होता है वो एक तरीके से इन नेचर ऑफ फिक्स कॉस्ट होता है। डेट के ऊपर जो कॉस्ट लगती है फिक्स कॉस्ट लगती है, लेकिन इक्विटी के ऊपर जो एक तरीके से कॉस्ट लगती है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्यों होती है, आप ईबीटी ज्यादा ज्यादा कमाओगे तो ये इक्विटी वाले ज्यादा डिविडेंड ज्यादा घर अपने अपना शेयर लेकर जाएंगे, इनके पास ईपीएस ज्यादा हाथ लगेगा। अगर आप ईबीटी कम कमाओगे तो इनके पास ईपीएस कम हाथ लगेगा। बेचारे भोले तो होते हैं, ठीक है, मांग थोड़ी रहे अपने आप से कि इतना हमको कमा के दो ही दो। ठीक है, तो जितना ईबीटी कमा के दोगे उतना ही कमा के जाएगा, लेकिन डेट वाला नालायक वो बोल रहा था मुझे तो इतना चाहिए चाहिए। तो एक तरीके से डेट इन नेचर ऑफ फिक्स कॉस्ट है, इक्विटी इन नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब आप कुछ इन दोनों में से प्लान में से चूज करना है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, डेट वाला जो प्लान है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, ठीक है, जो इक्विटी वाला जिसमें इक्विटी ज्यादा है इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक है, अब दोनों के बीच में से चूज कर पाना इतना सिंपली पॉसिबल नहीं है। इस केस में अपन क्या निकालते हैं, इनडिफरेंस पॉइंट निकालते हैं। इनडिफरेंस पॉइंट निकालते हैं, इनडिफरेंस पॉइंट मुझे क्या बताता है, क्या बताता है इनडिफरेंस पॉइंट, कि मेरा ईबीआईटी लेट्स से यहां मैं लिखता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिख रहा हूं, कि मेरा ऐसा कौन सा ईबीआईटी का अमाउंट होना चाहिए, मेरा ऐसा ईबीआईटी का कौन सा अमाउंट होना चाहिए जिससे दोनों ही प्लान्स का ईपीएस एकदम इक्वल इक्वल आ जाए। वो होता है इनडिफरेंस पॉइंट। समझना, सुनना, शांति से सुनना। ठीक है, कि मेरा ईबीआईटी कितना हो जाए जिससे मेरा दोनों ही प्लान्स का ईपीएस इक्वल इक्वल हो जाए, वो होता है इनडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो अपन एक अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, अपन एक अंदाजा लगाते हैं। लेट्स से आपका ईबीआईटी का जो इंडिफरेंस पॉइंट निकल के आया वो आपका निकल के आया 1 लाख रुपए का। 1 लाख का, ठीक है, इंडिफरेंस पॉइंट आपका 1 लाख का निकल के आया। तो अगर आपका ईबीआईटी इस 1 लाख के इक्वल हो जाता है, लेट्स से अगर आपका ईबीआईटी 1 लाख ही आया, तो ऐसे केस में आप चॉइस कैसे करोगे, कौन से प्लान को चूज करोगे, आप चूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों प्लान अभी एकदम इक्वल ईपीएस लाके दे रहे हैं। नो चॉइस, बाय, दोनों इक्वल ईपीएस लाके देंगे। निकाल के मत बैठ जाना, निकालोगे भी कैसे, मैं तुम्हें डेट इंटरेस्ट थोड़ी बताया है। हाँ, हाँ, कैसे कैसे कर लोगे तुम। ठीक है, मैं तुम्हें हाइपोथेटिकल नंबर दिया है, हाइपोथेटिकल नंबर दिया है, ठीक है, एक्चुअल नहीं है ये। ठीक है, तो नो चॉइस, इक्वल ईपीएस है। ठीक है, अब इक्वल ईपीएस है, इसी को अपन बोलेंगे इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब है कि मैं दोनों के बीच फर्क नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे को कौन सी पसंद है, मैं फर्क नहीं कर पा रहा हूं, मेरे दोनों एक समान है। ठीक है, मेरे दोनों प्लान एक समान है, मैं फर्क नहीं कर पा रहा हूं, वो चीज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का प्लान दोनों का ईपीएस इक्वल हो गया, तो मैं किसको बेटर बोलूं, दोनों दोनों मेरे लिए एक समान है, इनडिफरेंट हूं मैं दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे ही इस 1 लाख की ईबीआईटी से आप ऊपर नीचे खसकोगे, सरकोगे, आप इनडिफरेंट नहीं रहोगे, आपके लिए एक प्लान बेटर हो ही जाएगा। तो अपन कैसे कैसे डिसीजन होता है, देखो इसका पूरा जो लॉजिक है अपन ने डेप्थ में डिस्कस किया रिवीजन वीडियो में, मैं आपको उसका एप्लीकेशन बता रहा हूं। जैसे आप सर के इस तरफ, लेट्स से आपका ईबीआईटी हो गया 90,000 का, 1 लाख होना था तब जाके आप इंडिफरेंट होते, अभी आप नीचे आ चुके हो। ठीक है, नीचे हो चुके हो, तो ऐसे केस में कौन सा वाला आपको बेटर रहेगा, सोचना आपको कैसे, कि जब इंडिफरेंस पॉइंट से आप नीचे हो, आपको 1 लाख चाहिए, तो अभी आप कम कमा रहे हो, अभी आप छोटे इंसान हो चुके हो, अब आप कम कमा रहे हो, तो छोटे इंसान को ना फिक्स कॉस्ट से डर लगता है। जब आपका बिजनेस छोटा होता है, आप खुद सोचो अपन, जब आपका बिजनेस छोटा होता है तो आपको डर किससे लगता है, फिक्स कॉस्ट से डर लगता है, कि नहीं नहीं यार इसको क्या करूंगा मैं यार,
वेरिएबल कॉस्ट तो पसंद आती है कि मैं कमाऊंगा तो वो भी लेके जाएगी, नहीं कमाऊंगा तो वो नहीं लेके जाएगी। फिक्स से थोड़ा डर लगता है, ठीक है, आपका दिल घबराएगा फिक्स कॉस्ट से। ठीक है, जैसे रेंट है, आप दुकान खोल रहे हो एंड आपको मालूम है कि 3 लाख का तो रेंट है इसका, ज़्यादा ज़्यादा डर उससे लगेगा ना कि आप अगर मिठाई की दुकान लगा रहे हो तो मिठाई के सामान से, क्योंकि वो तो जितनी बिकेगी उतना लगता जाएगा। ठीक है, रेंट से डर लगेगा। ठीक है, तो आपको चॉइस क्या होगा कि अपन फिक्स कॉस्ट को अवॉइड करना चाहेंगे, तो अपन ज़्यादा वेरिएबल जो होगी उसको चूज करेंगे। वेरिएबल ज़्यादा किसकी है? इक्विटी वाले की। तो अपने लिए कौन सा प्लान बेटर होगा जिसका फिक्स कॉस्ट कम होगा? चॉइस प्लान विथ जिसका फिक्स कॉस्ट कम है। ठीक है, अब अगर अपन 1 लाख के ऊपर से रख गए, अपन 1 लाख से भी आगे निकल गए, अपन उससे भी बड़े हो चुके हैं, लेट्स से अपन 1 लाख 10 तक पहुंच चुके हैं, तो अब अपन बड़े आदमी बन चुके हैं। 1 लाख समझ लो बड़े आदमी बनने, बड़े साहब बन, धुरंधर का रेफरेंस नहीं है ये। ठीक है अभी आप सोचो बड़े आदमी बन चुके हो 1 लाख के ऊपर। ठीक है, वो वाले बड़े साहब नहीं। ठीक है, 1 लाख के ऊपर ऊपर जा चुके हैं, 1 लाख 10 हजार अपना अगर लेट्स से हो चुका है अपना ईवीआईटी। ठीक है, तो अब ये जो 1 लाख है ना, ये बड़े बनने का थ्रेशोल्ड है। अब अपन बड़े हो चुके हैं, अपना बिजनेस बड़ा हो चुका है, 1 लाख 10, देख 1 लाख 10 हजार का ईवीआईटी कमा के दे रहा है। अब बड़े होने के बाद क्या होता है ना, अपने को फिक्स कॉस्ट पसंद नहीं आती, सॉरी अपने को वेरिएबल कॉस्ट पसंद नहीं आती। क्योंकि एक तरीके से होता क्या है कि देखो, वेरिएबल जो है आप बढ़ते जाओगे वेरिएबल बढ़ती जाएगी, फिक्स तो रुक चुकी है एक जगह पे, फिक्स बढ़ने नहीं वाली। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट खटकने लगेगी। आप बोलोगे यार मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं मेहनत करता जा रहा हूँ, ये मेरे साथ, ये भी मेरे साथ कमाता जा रहा है, मेरे को पसंद नहीं है यार, इसको रोक दो यहीं पे। तो जैसे आप वेरिएबल, जैसे आपका ईवीआईटी एक रेंज के ऊपर चला जाए, जब बड़े आदमी बन जाओगे तब आपको वेरिएबल कॉस्ट, ये वही सोचो कि कितने, जब लोगों के जो बहुत बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप्स में जो दरार आती है, वो इसलिए तो आती है कि हम कमाते जा रहे हैं, ये भी शेयर लेता जा रहा है मेरा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि 1 लाख 10 हजार है, आपको वेरिएबल कॉस्ट खटकेगी। आप चाहोगे कि लॉक करते हैं यार, आप किसको बेट चूज करोगे जिसकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी? आप चूज करोगे प्लान विथ हायर फिक्स कॉस्ट। समझा आपको? ये बेसिक एनालिसिस है इंडिफरेंस पॉइंट। अब एक चीज समझना, फिक्स कॉस्ट की जगह पे अपन फाइनेंशियल बीईपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली निकालना सिंपल है। और मैं फिक्स कॉस्ट जो बात कर रहा हूं, मैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं, जो डेट वाली। यहाँ पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बिल्कुल नहीं आ रही। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेटिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला है। पहली बात करी, ईवीडी तक सब कुछ सेम रहने वाला है ना, ऑपरेटिंग में क्या चेंज है? फिक्स कॉस्ट यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ इंटरेस्ट की एंड प्रेफरेंस डिविडेंड की। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के साथ में अपन एक नंबर और बोलते हैं फाइनेंशियल बीईपी का। ठीक है, फाइनेंशियल बीईपी का वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा, फाइनेंशियल बीईपी कैसे निकाला जाता है ना, होता क्या है। ठीक है, चलेगा। ये आपको बेसिक एनालिसिस समझ में आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन 1 पे, मतलब फोर्थ पे, इन डिफरेंस पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टडी मैट का ही है। आपको कंपनी है, रेस करना चाहती है 3 फाइनेंसिंग प्लान से पैसा। द की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टोटल इन्वेस्टमेंट रेस करना है 2 लाख का। प्लान ऑफ फाइनेंसिंग प्रोपोर्शन आपको दे रखे हैं ए बी एंड सी। ठीक है, इक्विटी के अंदर बोला है 100%, प्लान ए के अंदर डेट में 0, प्रेफरेंस में 0। ठीक है, प्लान बी के अंदर 50% इक्विटी 50% डेट एंड प्रेफरेंस में 0। ठीक है, प्लान सी के अंदर 50% इक्विटी डेट में 0, प्रेफरेंस में 50%। ये आपके 3 प्लान्स हो गए। ठीक है, देन आपको बोला है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड टैक्स रेट 50%। एंड मैंने आपको ध्यान है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि जब मैंने आपको 3 एक्सेप्शन बताए थे कि कॉस्ट ऑफ डेट बाय डिफॉल्ट हमेशा आफ्टर टैक्स ही मानी जाती है, सब्जेक्ट टू 3 एक्सेप्शंस। 3 एक्सेप्शंस क्या थे? पहला एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था जब आपको स्लैब दे रखा हो, जब आपको स्लैब वाइज दे रखा है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होता है कि अप टू 8 लाख तक इतना, अप टू 10 लाख तक इतना, उसके अंदर अपन अगर कॉस्ट ऑफ डेट भी लिखा हो तो अपन उसको इंटरेस्ट रेट ही लेते हैं, बिफोर टैक्स ही मानते हैं। दूसरा मैंने आपको कहा था जब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऐसे रेट्स दे रखी होंगी कि कॉस्ट ऑफ डेट इतनी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इतनी है। अब इवन तो यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है, अपन इसको रेट की तरह ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों रेट्स बन जाएंगी, दोनों रेट्स बन जाएंगी। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट 8% क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट की रेट बन जाएगी। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड जो है 8% से कॉस्ट दे रखी है, वो तो सेम ही रहती है। प्रेफरेंस डिविडेंड की रेट बोलो या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बोलो, एक ही बात है। ये प्रेफरेंस डिविडेंड की रेट बन जाएगी। क्लियर है ये चीज? ये दूसरा एक्सेप्शन है। तीसरा एक्सेप्शन क्या था? जब खुद ही लिख के देते
कॉस्ट ऑफ डेट ब्रैकेट में बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, तो उसको बिफोर टैक्स ही लेते हैं अपन। ये 3 एक्सेप्शन फिर से रिकॉल करा दी मैंने आपको, ठीक है। देन आपको बोला टैक्स रेट 50% की। देन आपको बोला इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ₹10 ईच विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। प्रीमियम ₹10 का होगा, ₹10 पे है, 10 का प्रीमियम होगा, तो टोटल आप इशू कितने पे करोगे? इशू प्राइस हो जाएगा आपका ₹20 का, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेड ईवीआईटी होगा 80,000 का। आपको बताना है फॉर ईच प्लान अर्निंग्स पर शेयर, हर प्लान के अंदर पहले अर्निंग्स पर शेयर निकालो। ये तो वही है जो अपन करते आ रहे हैं, ठीक है, कि आपके 3 प्लान दे दिए, आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया, आपको पास आपको ईवीआईटी दे दिया, निकल जाएगा ईपीएस तक, तो बहुत सिंपल है, अभी किया ही था पिछले क्वेश्चन में। देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। फाइनेंशियल बीपी जो मैंने आपको बोला, जो मैंने कहा मैं आपको समझाऊंगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अभी यहाँ पे आने वाला है। देन आपको बोल रहा है इंडिकेटिव एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट, क्या कोई प्लान बेटर है एक दूसरे से, एंड कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस, कि कौन सा पॉइंट होगा जहां पे तीनों प्लान्स के बीच में इंडिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला अपना जो अपन पहले वाले की वर्किंग करते हैं ईपीएस निकालने के, ईपीएस करने के लिए अपने 3-4 स्टेप लगते हैं, 4 स्टेप लगा देंगे। सबसे पहला ईवीआईटी आपको निकालना है 80,000, एक्सपेक्टेड ईवीआईटी रिवाइज्ड ईवीआईटी कितना है? 80,000 का है, एक ही है, नया नया है इसके अंदर, न्यू कैपिटल एंड न्यू ईवीआईटी है, कुछ एग्जिस्टिंग तो है ही नहीं, तो ईवीआईटी 80,000 सिंपल हो गया, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर आप ले डाउन करोगे। अब अपने को डिटेल वाला कैपिटल प्लान्स का बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई कैपिटल है, पुरानी कैपिटल है ही नहीं, ठीक है ना। तो अपने को कोई शेयर होल्डर रेशियो निकालना है, उस केस में अपने सिंपली ऐसे लिख के खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली लिख के कैसे खत्म करेंगे कि प्लान ए के अंदर आपकी इक्विटी आएगी 2 लाख की, 100% इक्विटी है ना, 2 लाख की हो जाएगी, ठीक है। प्लान बी के अंदर 50% इक्विटी 50% डेट, तो 1 लाख की इक्विटी 1 लाख का डेट। प्लान बी के अंदर इक्विटी 1 लाख की, डेट 1 लाख का। अभी रुको, ब्रैकेट में क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ, रुको। प्लान सी के अंदर इक्विटी 1 लाख की, प्रेफरेंस 1 लाख का, ठीक है। अब जो जो चीज अपने को चाहिए होती है, डेट के अंदर अपने को क्या चाहिए होता है? अमाउंट, वो अपने पास आ चुका है, ठीक है। लेकिन साथ में अपने को इंटरेस्ट अमाउंट भी चाहिए होता है, वो अपन इंटरेस्ट यहीं पे ब्रैकेट में निकाल देंगे डेट के साथ में, कि 1 लाख का अमाउंट है, उस पर 8% लगाया तो 8,000 का आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। प्रेफरेंस के केस में भी प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए होता है, अपन ने यहीं पे ब्रैकेट में निकाल के खत्म कर दिया। इक्विटी के केस में अपने को चाहिए होता है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स अपने को इक्विटी के साथ में निकालना जरूरी है। 2 लाख की थी, 2 लाख डिवाइड बाय 20, 20 पे इशू हो रहा है, 10,000 शेयर हो गए। इसमें 1 लाख बाय 20, 5,000 शेयर हो गए। इसमें 1 लाख बाय 20, अगेन 5,000 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में अपने को ईपीएस निकालना है, जो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ईवीआईटी लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दिया, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर प्रेफरेंस इसके अंदर आएगा, इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इसमें 10, इसमें 5, इसमें 5। ईपीएस आपका निकल गया 4, 7.2, 6.4, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, फर्स्ट वाली चीज आपको समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल है। सेकंड वाला फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट आप समझ रहे हो यहाँ पे, कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नाम आ रहा है यहाँ पे, तो जो आपने वहां पे बीपी पढ़ा था लेवरेज के अंदर, आप सोच रहे हो कि उसके उससे कुछ मिलता जुलता है, हाँ उससे मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन पहले मेरे साथ एक सिंपल सी चीज समझना, मैं आपको उससे रिलेट बाद में करके दिखाऊंगा। देखो, अगर मुझे मेरे टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, ठीक है, मेरे पास, मैंने आपको क्या बोला कि डेट के केस में अपने को क्या चाहिए होता है? जब अपन इंडिफरेंस पॉइंट की बात करते हैं तो अपन क्या बात करते हैं? प्लान विद फिक्स कॉस्ट, प्लान विद फिक्स कॉस्ट। तो अपने को चाहिए कि दोनों प्लान के अंदर फिक्स, सारी प्लान के अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी है। जब तक मेरे पास वो नहीं होगा कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तो मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो बेसिकली मेरा फिक्स कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी यहाँ पे, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो जब मुझे टोटल इंटरेस्ट एंड टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए होगा, तब जाके मेरे पास आएगी टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। लेकिन बस इतना चीज समझ लेना कि मैं सिंपली इंटरेस्ट में प्रेफरेंस डिविडेंड को मैं ऐड नहीं कर सकता हूं, मैं दोनों को सिंपली ऐड नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसे ही निकल के आएगा, लेकिन मैं इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं ऐड कर सकता हूं? बिकॉज इंटरेस्ट जो होता है बिफोर टैक्स अमाउंट होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स अमाउंट होता है। एंड लॉजिकल सी बात, एक बिफोर टैक्स अमाउंट को एक आफ्टर टैक्स अमाउंट के साथ में आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। अपन दोनों को बनाते हैं पहले बिफोर टैक्स, तो इंटरेस्ट तो बिफोर टैक्स है ही, तो बिफोर टैक्स है ही। प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स कैसे बनाया जाएगा? डिवाइड कर देंगे 1 - t से। किसी भी अमाउंट को बिफोर टैक्स बनाने के लिए डिवाइड बाय 1 - t, तो बिफोर टैक्स हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 - t हो जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा टोटल बिफोर टैक्स फिक्स कॉस्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसी को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल बीईपी, ठीक है। तो फाइनेंशियल बीईपी इज नथिंग बट इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - t, ठीक है। तो फाइनेंशियल बीईपी के सिग्निफिकेंस क्या हो गई? फाइनेंशियल बीईपी इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - t। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? सबसे पहले तो आपको मैंने अभी समझाई दी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल बिफोर टैक्स फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, टोटल बिफोर टैक्स फिक्स कॉस्ट, ठीक है। दूसरा मुझे एक बात बताओ,
ये आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी दिखा रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट दिखा रहा है मतलब अगर आपका ईबीआईटी इसके इक्वल हो जाए तो आपका ईपीएस जीरो हो जाएगा। आपका ईबीआईटी अगर इसकी इक्वल हो जाए तो आपका ईपीएस जीरो हो जाएगा। इसलिए इसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल बीईपी। ऑपरेटिंग बीईपी क्या था कि मैं सेल कितनी कर लूं जिससे मेरा ईबीआईटी जीरो हो जाए। फाइनेंशियल बीईपी क्या बोल रहा है कि मेरा ईबीआईटी कितना हो जाए कि मेरा ईपीएस जीरो हो जाए। ठीक है, तो अगर अपन ने इतना ईबीआईटी कमा लिया तो मेरा ईपीएस जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिफोर टैक्स अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, बिफोर टैक्स अमाउंट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी फिक्स कॉस्ट है। अगर आपने ईबीआईटी इतना ही कमा लिया दैट मींस आपकी सारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई। ठीक है, तो अब आपका ईपीएस जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, बस सिंपल सा वही था। तो इसका दूसरा दूसरा सिग्निफिकेंस ये होता है, इसलिए इसका नाम बीईपी है। लेकिन अपने ये किस काम का है? ये अपने को टोटल बिफोर टैक्स फिक्स कॉस्ट दिखाता है। ठीक है, ये अपने को समझना है। तो अब सिंपल सी बात है, देखो जहां अपन बात करते हैं कि प्लान विद फिक्स कॉस्ट, प्लान विद फिक्स कॉस्ट, अपन फिक्स कॉस्ट अकेले अकेले लेके नहीं चलेंगे, अपन लेके चलेंगे फाइनेंशियल बीपी। अपन हर बार बोलेंगे फाइनेंशियल बीपी, जिसका फाइनेंशियल बीपी होगा उसकी बात करेंगे। तो फाइनेंशियल बीपी को आपको समझना क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट नहीं बोलेंगे, जहां पे टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फाइनेंशियल बीपी कम होगा वो अपन यहाँ चूज करेंगे, जहां पे टोटल फाइनेंशियल बीपी ज्यादा होगा उसको अपन यहाँ चूज करेंगे। सिंपल। चलो, तो अपने को चाहिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहले तीनों प्लान्स का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। फॉर्मुला लिख दिया अपन ने यहाँ पे, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड पर माइनस टी। तो पहले वाले प्लान के अंदर ना तो इंटरेस्ट है ना तो प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो इसका इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो गया। यानी अगर आप जीरो ईबीआईटी कमाओगे तो ही जाके आपका ईपीएस जीरो हो जाएगा। लॉजिकल सी बात भी है, आपने जीरो कमाया, यहाँ कुछ नहीं कटा, यहाँ पे भी जीरो बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं कटा, यहाँ पे भी जीरो बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं कटा, यहाँ पे भी आपका ईपीएस जीरो आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर दो ईपीएस जीरो हो जाएगा। लॉजिकल ना। ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही क्या सकता है। देन आपका प्लान बी के अंदर आपका सिर्फ इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट 8000 एज इट इज आ जाएगा। तो आपका 8000 का प्रेफरेंस आपका ये आ गया बीईपी। लॉजिकल सी बात, अगर यहाँ पे 8000 होएगा तो ये इंटरेस्ट कटेगा, यहाँ पे जीरो बच जाएगा। जीरो बचेगा तो टैक्स जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये भी जीरो बचेगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो बचेगा। सिंपल। यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, उसको पहले अपन बिफोर टैक्स करेंगे, 16000 कर देंगे। ठीक है, 16000 हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे अगर 16000 हो जाएगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट कुछ नहीं है, 16000 बचेगा। 16000 में 50% टैक्स किया तो 8000 कटा, बचा कितना? 8000 बचा। 8000 में से 8000 का प्रेफरेंस डिविडेंड कटेगा, फिर से यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो गया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे वापस से जीरो हो जाएगा। अगेन ई पे जीरो हो रहा है, तो ये आपको प्रूव हो गया कि फाइनेंशियल बीपी ऐसे ही निकल के आता है। ठीक है, समझा? ये फाइनेंशियल बीपी अपने निकाल के दिखा दिया। अब अपने को तीसरे में पूछ रहा है, इंडिकेटिव एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट एंड कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस। ठीक है, बता रहा है कि कोई प्लान डोमिनेट कर रहा है क्या एक दूसरे से। ठीक है, एंड ईवीआईटी का अमाउंट कितना होगा कि बीच में इंडिफरेंस आ जाए तीनों प्लान्स के। ठीक है, अब एक चीज समझना, इंडिफरेंस पॉइंट हमेशा से दो प्लान के बीच में निकल सकता है, तीन प्लान के बीच में नहीं निकल सकता। अपन को दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अगर अपने को तीन प्लान दे रखे हैं ना, उसमें दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे अपने, कि ए बी सी दे रखे तीन प्लान, पहले ए बी का इंडिफरेंस निकालो, देन बी सी का निकालो, देन ए और सी का निकालो। ये कर सकते हैं, तीनों के एक साथ नहीं निकल सकता। ठीक है, इंडिफरेंस पॉइंट की इक्वेशन क्या होती है? देखो आपको मैंने बता ही दिया, इंडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे दोनों का ईपीएस इक्वल हो जाता है। तो ईपीएस की इक्वेशन लिख दो जो अपने लेवरेज करना पड़ी थी, वो दोनों प्लान के लिए लिख दो और इक्वल कर दो उनको। क्या थी ईपीएस की इक्वेशन? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस सी अपन माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे भी करनी है, दोनों को इक्वेट कर दो। यहाँ पे डेटा जाएगा ए प्लान का, यहाँ पे डेटा जाएगा बी प्लान का, बस। ठीक है, तो पहले प्लान ए एंड बी का निकालते हैं। ठीक है, ईबीआईटी नहीं मालूम, उसको खाली छोड़ना है, क्योंकि देखो ईबीआईटी तो चाहिए, ईबीआईटी तो चाहिए। ठीक है, ईवीआईटी तो अपने को चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें तो अपने को डालनी है। देखो इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है कि ईवीआईटी कितना हो कि मैं दोनों के दोनों प्लान्स का ईपीएस इक्वल आ जाए। ईपीएस इक्वल करने के लिए मैंने इक्वेशन इक्वेट कर दिया। अब ईवीआईटी तो मुझे चाहिए, तो ईवीआईटी दोनों के बीच में अननोन होगा, वो मुझे निकालना है एज अ बैलेंसिंग फिगर। बाकी सारी वैल्यूज में डाल दूंगा। इंटरेस्ट ए का यहाँ पे जीरो आ जाएगा, टैक्स रेट डाल दी, प्रेफरेंस डिविडेंड ए वाले में नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स नीचे एन ए, नंबर ऑफ शेयर्स इसमें 10,000 है, ऊपर नीचे लिख दिया। देन प्लान 2 पे आते हैं, इसमें ईवीआईटी नहीं पता, 8,000 अपन इंटरेस्ट लिख दिया, टैक्स रेट अपन ने लिख दी 1 माइनस 0.05, डिविडेंड कुछ भी नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड का, नंबर ऑफ शेयर्स लिखा अपन ने। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? इससे कट करोगे, ये इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, 1 माइनस 0.5 1 माइनस 0.5 डायरेक्टली कट जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बचेगा, और ये यहाँ पे ईबीआईटी माइनस 0 बचा है, यहाँ पे ईबीआईटी माइनस 8,000 बचा है। तो ये 2 को मल्टीप्लाई में ले जाओगे इसके ऊपर, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में ले जाओगे, तो ये आएगा 2 ईबीआईटी माइनस 8 इंटू 2000 16,000 हो जाएगा। 2 ईबीआईटी माइनस 16,000, और यहाँ पे सिर्फ ईबीआईटी बचा हुआ है, ईबीआईटी बचा हुआ है। तो निकल के कितना आ जाएगा आपका? ये ईवीआईटी 2 ईवीआईटी सॉल्व करोगे तो आपका ईवीआईटी कुछ 16,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखना हो तो ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे ईवीआईटी आया, यहाँ पे 2 इंटू ईवीआईटी माइनस 8,000 हो जाएगा।
तो ब्रैकेट खुलेगी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 माइनस 16,000 आ जाएगा। ठीक है, इसका प्लान ए बी का निकल के आ गया। सेम इसी तरीके से प्लान बी और सी का निकालोगे आप। ठीक है, प्लान बी को सी पे बात पे आते हैं, पहले ए और सी का निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लान ए और सी का निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से निकालोगे, ई वैल्यू खाली छोड़ दोगे। ठीक है, बाकी के वैल्यूज डालते जाओगे। प्लान ए के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, तो इंटरेस्ट जीरो कर दिया, टैक्स रेट डाल दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी नहीं है तो खाली छोड़ दिया, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स आपके 10,000 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट प्लान सी के अंदर नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड है उसके अंदर तो। ठीक है, टैक्स रेट आपने डाल दिया 1.05 का, माइनस 0.05 का, प्रेफरेंस डिविडेंड 8,000 का आपने डाल दिया, नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 आपने डाल दिए। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 1 - 0.5 नहीं कट पाएगा, नहीं कैंसिल होगा पाएगा वो। पिछले वाले में कैंसिल हो गया था क्योंकि दोनों खाली पड़े थे, दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे तो कट गए थे वो। यहाँ पे नहीं कट पाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले -8,000 भी है, तो आप इसको इससे नहीं कट कर सकते। मैथमेटिकल चीज़ उसको गलती से भी कट मत कर देना, नहीं हो पाएगा कट, गलत हो जाएगा मैथमेटिकली वो। ठीक है, ये इससे कट के 2 बच जाएगा यहाँ पे, वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन आगे और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन इस 2 को मल्टीप्लाई में जो है उसको आप यहाँ पे 0.5 बचा हुआ है, 1 - 0.5 0.5 बचा हुआ है, 0.5 के नीचे 2 बचेगा तो 0.5/2 हो जाता है 0.25, तो ये 0.25 ईबीआईटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है ईबीआईटी -0 इंटू -0.5 एंड -8,000, सो खोल दो, ये 0.5 ईबीआईटी हो जाएगा, -8,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी सिंपल सी इक्वेशन बन के आ चुकी है, इसको सॉल्व करोगे तो ईबीआईटी 32,000 निकल के आ जाएगा, यानी आपका इंडिफरेंस पॉइंट 32,000 के ऊपर अचीव होगा। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पिछले वाले का 16,000 निकल के आया था, इसका 32,000 निकल के आया। इसका इंटरप्रिटेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद निकालना तो सबको आता है, इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, कि अगर आपका इंडिफरेंस पॉइंट 16,000 का है, दैट मीन्स अगर आपका ईबीआईटी 16,000 होता है तो आप दोनों प्लान्स के बीच में इंडिफरेंट हो जाओगे। अगर आपका एक्चुअल ईबीआईटी भी 16,000 होता है तो आपके लिए बेटर प्लान कौन सा होगा? आपके लिए बेटर प्लान होगा ही नहीं कुछ, आप इंडिफरेंट हो। ठीक है, रीजन क्या है, चॉइस क्या होगी? प्लान ए इज इक्वल टू प्लान बी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका ईबीआईटी आपका इससे कम हो जाता है, यानी आपका एक्चुअल ईबीआईटी 16,000 से कम हो जाता है, जैसे 14,000 हो जाता है, तो आप किसको चूज करोगे? जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है या फाइनेंशियल बीपी कम है। फाइनेंशियल बीपी किसका कम है? प्लान ए और बी की बात हो रही है अभी, प्लान ए और बी की बात हो रही है, तो प्लान ए और बी में से फाइनेंशियल बीपी कम किसका है? ए का है, तो उसके नीचे प्लान ए बेटर हो जाएगा, प्लान ए बेटर हो जाएगा। इसके ऊपर चला गया आपका, तो कौन सा बेटर होगा? जिसका फाइनेंशियल बीपी ज्यादा है। ठीक है, किसका ज्यादा है दोनों में से? ए और बी में से 8,000 वाले का ज्यादा है। ठीक है, तो इसका प्लान बी पे हो जाएगा, प्लान बी हो जाएगा यहाँ पे। यानी जब आपको प्रूफ भी हो जाएगी, कैसे प्रूफ होगी? 16,000 के ऊपर होगा तो प्लान बी बेटर होना चाहिए, उसका ईपीएस ज्यादा आना चाहिए। अपन ने जो ईपीएस निकाला ऊपर, वो कितने पे निकाला? 80,000 में निकाला, कि 16,000 के ऊपर है। यस सर, ये तो है, तो उस पर ईपीएस किसका ज्यादा आना चाहिए? प्लान बी का ज्यादा आना चाहिए, अपन ने बात करी भी, किसका ज्यादा आ रहा है? क्लियर? अगर इस तरीके से अभी तक नहीं समझा है तो समझना पड़ेगा राजा, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट, ऐसे ही समझना पड़ेगा अपने को, यही होता है इंडिफरेंस पॉइंट। ऐसे लिंक करनी पड़ती चीजों को एक दूसरे से, ऐसे थोड़ी कि बस हाँ इक्वेशन लिख दी इंडिफरेंस पॉइंट की तो अपना काम हो गया। लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही आएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, चलेगा। अब प्लान ए और सी पे जब अपन आए थे तो अपना क्या आया था? ईवीआईटी 32,000 निकल के आया था, इंडिफरेंस में 32,000 का निकल के आया। इसमें भी सेम वही चीज़ लगेगी कि 32,000 से जब आपका इक्वल हो जाएगा आपका ईवीआईटी, तो आप इंडिफरेंट हो जाओगे, तो प्लान ए और सी इक्वल हो जाएंगे। 32,000 के नीचे जब आपका ईवीआईटी हो जाएगा तो कौन बेटर होगा? जिसका फाइनेंशियल बीपी कम है। वो किसका कम है? प्लान ए का कम है। इसके ऊपर जिसका हायर फाइनेंशियल बीपी है, वो किसका ज़्यादा है? प्लान सी का ज़्यादा है। ठीक है, उसका कितना निकल के आया था? 16,000 निकल के आया था फाइनेंशियल बीपी। ठीक है, तो इसमें प्लान सी का ज़्यादा है। चेक करते जाके कि अपना ईवीआईटी 80,000 का है, वो 32,000 से ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे प्लान सी का ईपी ज़्यादा आना चाहिए। जाके देखते हैं किसका ज़्यादा आ रहा है। टडा! ठीक है, करेक्ट है, 6.4 ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, चलो अब बनाते हैं प्लान ए और बी की तरफ, प्लान बी और सी की तरफ। प्लान बी और सी की तरफ, हाँ प्लान बी और सी, प्लान बी और सी का जब आप निकालोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप इक्वेशन ड्राफ्ट करके सॉल्व करोगे, तो आप कुछ इस नतीजे तक पहुंचोगे कि आपके पास एंड में इक्वेशन बचेगी 4,000 इक्वल टू 8,000। करो, लिख के करो। अगर इक्वेशन बचेगी 4,000 इज इक्वल टू 8,000, सर ये कैसी इक्वेशन है? इसको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। आपने इक्वेशन बनाई थी ईवीआईटी निकालने के लिए, ईवीआईटी कट गया, नंबर बच के आ रहा है 4,000 इक्वल टू 8,000। ये कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन है? 4,000 8,000 की इक्वल नहीं होता है, आपको पता ही है। इसका मतलब पता है क्या है?
इसका मतलब ये है कि जो आपने जो ऊपर हरकत करी थी ना, कि आपने दोनों को इक्वल कर दिया था, वो हरकत ही गलत थी। इसका मतलब ये है कि दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते थे लाइफ में, इसलिए ऐसा वियर्ड सा नंबर आ रहा है 4000 = 8000। ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते थे, इसका मतलब ये निकल के आएगा। दोनों इक्वल नहीं हो सकते थे, इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी ईवीआईटी का नंबर नहीं है जिस पर दोनों प्लान्स आपको इक्वल ईपीएस लाके दे दे। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में इनडिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो इनडिफरेंस पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन प्लान बी एंड सी। नो इनडिफरेंस पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन प्लान बी एंड सी। ऐसा पता है क्यों है? ऐसा पता है क्यों है? बिकॉज प्लान बी का जो ईपीएस है वो हमेशा ही प्लान सी से बेटर आएगा। प्लान बी का ईपीएस हमेशा ही प्लान सी से बेटर आएगा। देखो टक्कर कब होती है? नहीं, टक्कर कब होती है दो प्लान्स के बीच में? टक्कर तब होती है जब अपने को पता हो कि अच्छा इस केस में ये वाला प्लान बेटर है, इस केस में ये वाला प्लान बेटर आ रहा है, तब टक्कर थी, कंफ्यूजन था कि कौन सा प्लान को चूज करने का है। लेकिन अगर मैं बोलूं हर केस के अंदर एक ही प्लान बेटर आएगा, तो काई का इंडिफरेंस पॉइंट उनके बीच में है ही नहीं ना। इंडिफरेंस पॉइंट हमेशा एक प्लान दूसरे से बेटर है। ऐसा क्यों हो रहा है समझना। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि फिक्स कॉस्ट जिसके पास ज्यादा है उसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है उसका अमाउंट ज्यादा है। व्हाट इफ आई टेल यू कि मैं आपको अमाउंट इक्विटी का वेरिएबल कॉस्ट में इक्वल कर दूं, ठीक है। एंड एक तरीके से मैं विजुअलाइज करने को बोल रहा हूं, ठीक है। सपोज करो ये 10 लाख का जो डेट है, ये इसका मैंने रेट कर दिया, लेट्स से 10% का रेट कर दिया। और मैं यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे भी एक 10 लाख का डेट है जिसका रेट है 20%। अब आप क्या बोलोगे? मुझे एक बात बताओ, क्या बोलोगे? कौन सा प्लान बेटर आएगा? हमेशा हमेशा प्लान वन बेटर आएगा। क्यों बेटर आएगा? क्योंकि देखो दोनों के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो इक्वल है, तो वेरिएबल कॉस्ट दोनों में हमेशा सेम निकल के आने वाली है। अब जो फिक्स कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आइटम वो क्या है? डेट। उसमें इसकी रेट 10% की है, इसकी रेट 20% की है। तो आप कितना ही ईवीआईटी कमा लो, इसका फिक्स कॉस्ट हमेशा इससे कम ही आएगा, इसका फिक्स कॉस्ट हमेशा कम ही आएगा, इसका फिक्स कॉस्ट हमेशा ज्यादा ही आएगा, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट दोनों की कमाने वाले, इसकी फिक्स कॉस्ट आएगी लेट्स से 1 लाख की, इसकी फिक्स कॉस्ट आएगी 2 लाख की। दोनों का वेरिएबल सेम है, इससे कोई फर्क पड़ नहीं जाएगा। फर्क किससे पड़ेगा? फिक्स वाले से, और फिक्स्ड वाला हमेशा इसका कम है। दैट मीन्स आप कितना ही कमा लो ना, कितना ही ईवीआईटी कमा लो, प्लान वन हमेशा ज्यादा ईपीएस लाके देने वाला है, क्योंकि दोनों की वेरिएबल कॉस्ट सेम है बट फिक्स कॉस्ट प्लान वन की कम है प्लान टू से। तो हमेशा प्लान वन आपको ज्यादा ईपीएस कमा के देगा। दैट इज अ सिंपल लॉजिक। वही सेम चीज यहां पे भी हो रही है। वहां पे डेट था, यहां पे डेट ऑफ प्रेफरेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लॉजिकली देखो कि दोनों के बीच में प्लान बी और सी में नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल है जो वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोनों में वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है। एंड फिक्स कॉस्ट की जहां बात की जाए तो क्योंकि एक इंटरेस्ट एक प्रेफरेंस है, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए पहले अपने को उनका फाइनेंशियल बीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल बीपी प्लान बी का 8000 है, यानी उसकी फिक्स कॉस्ट 8000 है बिफोर टैक्स की, एंड प्लान सी की फिक्स कॉस्ट बिफोर टैक्स 16000 है। बताओ वेरिएबल कॉस्ट दोनों में सेम है लेकिन फिक्स कॉस्ट एक की कम है दूसरे से, तो हमेशा ही प्लान बी ज्यादा ईपीएस लाके देने वाला है आपको, हमेशा ज्यादा लेके आने वाला है। जितना डिफरेंस अभी है ना इन दोनों के बीच में, ये डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा, आप कितना ही ईवीआईटी बढ़ा लो, हमेशा ये डिफरेंस मेंटेन होने वाला है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो प्लान बी और सी के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करता डिफरेंस पॉइंट। नंबर ऑफ शेयर्स आर इक्वल एंड फाइनेंशियल बीपी इज लोअर फॉर प्लान बी, ठीक है। ये आपका सिंपल प्लान बी एंड सी का कंक्लूजन हो गया। अब अपने को पूछना है, अपने सारी ये बातें कर ली अपन ने, ठीक है। अब अपने को पूछ रहा है आगे लास्ट में, इंडिकेटिव एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट, कौन सा प्लान डोमिनेट करना है आपको वो बताना है। बस सारा समझ में आ गया आपको अभी तक का एनालिसिस, राइट। अब चूज कैसे करेंगे अपन? देखो सिंपल चॉइस अपना कैसे होके आएगा। जहां बात होती है प्लान बी और सी के बीच में, अपन रिजेक्शन मेथड से जाते हैं कि अगर प्लान बी और सी के बीच में चूज करना हो तो आपको पता ही है प्लान बी हमेशा प्लान सी से बेटर निकल के आएगा, ये अपना डिस्कशन अभी हो चुका है। तो प्लान सी को तो कर दो साइड में, ये तो बेटर हो ही नहीं सकता, ये तो बेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लान बी प्लान सी से बेटर है हमेशा, ठीक है। तो प्लान सी तो बाहर हो गया ना, वो तो प्लान बी से हार गया, तो ए से क्या जीतेगा, ठीक है। टक्कर बचती किसमें? अब ए और बी के बीच में टक्कर बचती है कि ए और बी में से किसको चूज करना है। सर ईपीएस इसका ज्यादा आ रहा है, हाँ ईपीएस ज्यादा इसका आ रहा है, ईपीएस ज्यादा इसका आ रहा है, प्लान बी का ज्यादा आ रहा है प्लान ए से, ठीक है। तो अपन प्लान बी को चूज करेंगे, ठीक है। प्लान बी को चूज करेंगे। सर सिंपल बोलते थे हाईएस्ट ईपीएस वाले को चूज कर लो, हाँ वैसे भी बोल सकते थे तुम, लेकिन फिर उसमें इंडिफरेंस पॉइंट का एनालिसिस साथ में शामिल नहीं होता ना, तो अपने को वो भी बताना पड़ेगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि प्लान विद हाईएस्ट ईपीएस इज प्लान बी, तो अपन उसको चूज करेंगे, ठीक है। और प्लान सी अपन बाहर कर देंगे क्योंकि प्लान बी हमेशा प्लान सी से बेटर आएगा, ठीक है। प्लान ए को अपन इसलिए चूज नहीं करेंगे क्योंकि प्लान ए का ईपीएस जो है वो प्लान बी से कम है,
सिंपल। इसलिए अपना प्लान बी बेटर हो जाएगा सर। लेकिन फाइनेंशियल बीईपी तो प्लान ए का कम है, तो उसको चूज करो ना। अच्छा मुझे एक बात बता, आपके लिए बीईपी तब इंपॉर्टेंट होता है जब आप बीईपी से नीचे होते हो, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि आपका बीईपी तब अचीव होगा जब आप 1 लाख की सेल कर दोगे। जब आप 10,000 की सेल करो तो आपका टारगेट क्या होगा? अरे 1 लाख तक पहुंचना है मुझे, 1 लाख तक पहुंचना है, 1 लाख तक पहुंचना है मुझे। आपका टारगेट वो होगा, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जब आप 1 लाख के बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो, आप 10 लाख की सेल कर रहे हो, तो बीईपी जस्ट अ नंबर फॉर यू। आपको फर्क थोड़ी पड़ता है बीईपी से। आप 10 लाख की सेल कर रहे हो, बीईपी 1 लाख था, क्या मतलब मुझे 1 लाख से? मैं उसके बहुत आगे हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बीईपी कितना भी हो, मैं उससे बहुत आगे हूं। बस वही चीज है कि आपका बीईपी कितना भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपना ईबीआईटी उससे बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, तो मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इस क्वेश्चन के अंदर इतना डिस्कशन पॉसिबल है ना। अगर आप इसको सिर्फ रट के सॉल्व कर रहे थे अभी तक, यू हैव बीन मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ नॉलेज दैट इज देयर इन दिस यूनिट। ठीक है, चलो समझा आपको ये चीज। चलो ये हो गया क्वेश्चन। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपको सिर्फ ओवरव्यू करना है, लिख के नहीं करना है। सिर्फ ओवरव्यू करना है, लिख के नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं लिख के करना है? क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, या सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो मैंने आपको पहले बताया अंडरस्टैंडिंग, वो सेम आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या किया है, 5 ईवीआईटी की रेंज दे दी है एंड 3 प्लान दिए हैं, ठीक है। एक पूरा इक्विटी है, दूसरा इक्विटी प्लस डेट मिक्स है, तीसरा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मिक्स है। जैसा पहला स्ट्रक्चर था सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है, सब कुछ वैसा है। सब कुछ वैसा है कि पहले में 100% इक्विटी, दूसरे में इक्विटी प्लस डेट मिक्स, देन तीसरे में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मिक्स, सेम वैसा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको 5 ईवीआईटी के रेंज दिया हुआ है। तो जो भी डिस्कशन अपन ने पहले किया ना, आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो पांचों के अंदर, सारा का सारा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, पहले इक्विटी वाले प्लान का 500 लेवल के ऊपर निकाला, ठीक है। इक्विटी वाले को पहले 500 लेवल के ऊपर ईपीएस निकाला, तो ये निकल के आया। देन दूसरा इन्होंने डेट और इक्विटी का जो मिक्स था, उसके अंदर 500 लेवल के ऊपर ईपीएस निकाला। अब ये चीज यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो इनका ईवीआईडी आया है, इंटरेस्ट उससे ज्यादा है, और यहाँ पे ईबीटी नेगेटिव हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। अगर ईबीटी नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे टैक्स तो क्या करेंगे अपन टैक्स का? क्या खाली छोड़ देंगे अपन, या अपन यहाँ पे इसको, इस लॉस को सेट ऑफ करके अगले साल ले जाएंगे? इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले साल के लिए, नहीं कर सकते सर। क्यों? क्योंकि ये अगला साल नहीं है, ये इसी साल का केस 2 है। कि इसी साल में अगर इतना होता तो ये केस 1, इतना होता तो केस 2। ऐसा नहीं बोल सकता कि सर इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, है ही नहीं, अगला साल है ही नहीं। जो करना है इसी साल में करना है, तो सर फिर तो खाली छोड़ दो इसको। कुछ नहीं बोला तो खाली छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट का जो आपने लॉजिक बताया था कि कुछ पता नहीं तो खाली छोड़ देते हैं, नहीं। अगर मैंने खाली छोड़ दिया ना, तो एसेंस मिस हो जाएगा टॉपिक का। टॉपिक का एसेंस ही मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा एसेंस। क्यों मिस हो जाएगा? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, हर साल में टैक्स आ रहा है, ठीक है, और इस साल में आपके टैक्स नहीं आ रहा है, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है पूरा इंटरफेरेंस पॉइंट का, वो खत्म हो जाएगा, अप्लाई नहीं होगा वो टॉपिक। तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे टैक्स सेविंग ले लिया है, ठीक है। ये लॉस था, इसके ऊपर लोगों ने टैक्स सेविंग ले लिया है। समझने की बात है बस कि लॉस था, इसके ऊपर टैक्स सेविंग ले लिया है। कहीं पे मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि प्रॉफिटेबल कंपनी है। इस प्रॉफिटेबल इसके पास में दूसरे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स है, जिससे लॉस सेट ऑफ हो सकता है, उसके ऊपर टैक्स सेविंग मिल जाएगा, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट नेशन में अपन कब करते थे सेट ऑफ? जब मेंशन होगी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ठीक है, तब अपन सेट ऑफ करते थे। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, फिर भी अपन कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, वरना फिर इंडिफरेंस पॉइंट का अपना पूरा एनालिसिस ही धड़ा का धड़ा रह जाएगा, सिर्फ एक लॉस के चक्कर में। इसलिए अपन यहाँ पे टैक्स सेविंग ले लेंगे। क्लियर है चीज़? ले लिया टैक्स सेविंग, तो आपका लॉस कम हो गया, ठीक है। आपका ईपीएस इतना निकल के आया। क्लियर? देखो आपका ईपीएस पॉइंट कितना कितना बढ़ जा रहा है, 0.48 0.48 0.48 बढ़ जा रहा है हर एक लेवल के ऊपर। और यहाँ पे भी तो आना चाहिए ना डिफरेंस उतना, ठीक है। चलो यहाँ 0.48, यहाँ 0.48, यहाँ 0.48, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ 0.48 बढ़ा, यहाँ 0.48 बढ़ा, यहाँ पे 0.96 बढ़ा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 0.24 बढ़ा। किसी काम का नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया मैंने, कुछ काम ऐसे ऐसे ही कर रहा था मैं तो ठीक है चलो छोड़ो, उसका कोई काम नहीं है, अपन मेन मुद्दे पे आते हैं अभी, ठीक है। तीसरे वाले के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का जो मिक्सर है, उसके अंदर पर निकालेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अंदर फिर से आपका पैड जो आएगा वो 37,500 आएगा, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड जो आएगा वो 1.25 का आएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास, आपने चाहे, आपने अगर अभी इस बार नहीं दे पा रहे हो डिविडेंड, तो आपको अगली बार देना पड़ेगा, आपको अक्यूमुलेट करना पड़ेगा डिविडेंड। तो 1.25 का अगर उनका डिविडेंड बनता है, इतना आपको देना ही पड़ेगा। इस साल नहीं तो अगले साल का अक्यूमुलेट हो जाएगा ये। अब अगले साल तो अपने पास है ही नहीं डेटा, अपने पास ये 1 साल का डेटा है, ठीक है। 1 साल के अलग अलग केसेस हैं, अगले साल का डेटा अपने पास नहीं है, तो अपने अगले साल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अपन ने क्या किया,
ऑप्शन नहीं था, इसी साल में सारा डिविडेंड अपने ले लिया। सो बल्ले से ई टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो ई टेस्ट नेगेटिव हो गया, ठीक है। ईपीएस निकल के आ गया आपका 0.56, 0.32, ये नेगेटिव, एंड यहाँ पे से पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि अपन ने प्लान्स, तीनों प्लान्स ले डाउन कर दिया, इन तीनों का अपन ने ईपीएस निकाल दिया। सेकंड वाले के अंदर बोल रहा है विच अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड एंड बाय, अभी उस पर नहीं आएंगे, अपन थर्ड वाले पे आते हैं। ईबीआईडी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है आपको बिटवीन प्लान 1 एंड प्लान 2 एंड प्लान 1 एंड प्लान 3, ठीक है। तो पहले अपन नीचे निकालते हैं प्लान 1 एंड 2 का, इसको आप कैलसी पे कर लेना या फिर रफ में कर लो। प्लान 1 एंड 2 के बीच में निकालोगे तो 2.5 लाख का आएगा, प्लान 1 एंड 3 के बीच में निकालोगे तो 4,16,667 का आएगा। अब मैं आपको उससे एप्लीकेशन दिखाता हूँ, लाइव वर्चुअल, इसका मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा। 2.5 लाख का ईबीआईडी आना चाहिए प्लान 1 एंड 2 के बीच में। आ जाओ, प्लान 1 एंड 2 कौन से हैं? ये इक्विटी वाला एंड ये डेट इक्विटी मिक्स वाला। 2.5 लाख आना चाहिए, ठीक है। ये 2.5 लाख, ये 2.5 लाख, दोनों के ऊपर ईपीएस कितना है? 0.48 इक्वल, ठीक है। 2.5 लाख के जब नीचे जाएगा आपका ईवीआईटी, तो कौन सा बेटर होगा? जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है। फिक्स कॉस्ट किसकी कम है? इक्विटी वाले की कम है, क्योंकि इसमें डेट बिल्कुल नहीं है। तो 2.5 लाख के जब नीचे जा रहे हैं अपन इन 3 लेवल के ऊपर, तो किसका ईपीएस ज़्यादा आना चाहिए? इक्विटी वाले का ज़्यादा आना चाहिए। किसका ज़्यादा आ रहा है? इक्विटी वाले का ज़्यादा आ रहा है। किसका ज़्यादा आ रहा है? इक्विटी वाले का ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। उसके जब अपन आगे चल जाएंगे 2.5 लाख के, तो किसका ज़्यादा आना चाहिए? जिसका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, यानी डेट इक्विटी मिक्स का। तो 2.5 लाख के जब अपन आगे गए हैं, यानी ये 2 लेवल, तो किसका ईपीएस ज़्यादा आना चाहिए? डेट वाले का। किसका आ रहा है? डेट वाले का। क्लियर? समझा आपको चीज़? अब बात होती है प्लान 1 एंड 3 की। प्लान 1 एंड 3 में क्या दिया है? 4,16,667। 4,16,667 कहाँ पे अचीव होगा? इन दोनों के बीच में आएगा, ये केस 4 एंड 5 के बीच में आएगा। तो वो रेंज अपने पास नहीं है, तो इक्वल अपन नहीं देख सकते। उसके नीचे के 4 प्लान हो जाते हैं, 4 केस हो जाते हैं। इसके अंदर ज़्यादा आना चाहिए किसका? इक्विटी वाले का। इनका देखोगे तो ये 0.64 है, 0.16 है, और यहाँ पे इक्विटी वाले कितना दे रहा है? ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। 4,16,000 यहाँ पे अचीव हो जाएगा। उसके आगे ये वाला प्लान होता है सिर्फ एक, इस पे इसका ज़्यादा आना चाहिए प्रेफरेंस वाले का। कितना आ रहा है इसका ईपीएस? 1.60, एंड इक्विटी वाले का कम आएगा 1.20। यहाँ पे भी प्रूव हो जाता है, ठीक है। 2 एंड 3 का निकालने इसने बोला ही नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता 2 एंड 3 के बीच में, वो डेट एंड प्रेफरेंस है। दोनों के बीच में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम है, ठीक है, लेकिन ठीक है। और फिक्स कॉस्ट किसकी कम है? जिसमें डेट है, अपन ने पिछले वाले में बात करी थी, ठीक है। तो प्लान 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए प्लान 2 और 3 के बीच में आप कंपेयर करोगे तो प्लान 2 का ईपीएस हमेशा प्लान 3 से ज़्यादा आएगा, हमेशा ज़्यादा आएगा। दोनों के बीच में एक डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। जैसे इसके बीच में कितना है? पॉइंट, यहाँ 0.48 है और यहाँ 0.16 है, कितने का डिफरेंस हो गया? 0.32 का। ये 0.32 का डिफरेंस हमेशा मेंटेन होगा, ठीक है। यहाँ 0.64 है, इसमें 0.32 ज़्यादा ही आएगा ऊपर, 0.64, 0.96, ठीक है। ये 1.60, 1.92, 0.32 ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे 0.32 नेगेटिव है, तो 0.32 ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ नेगेटिव 0.56 है, 0.32 ऐड कर दो तो नेगेटिव 0.24 बन जाएगा, ठीक है। बस अपना इंडिफरेंस पॉइंट का एनालिसिस खत्म हो गया। अब मैंने आपको सारा अंडरस्टैंडिंग दे दिया कंसेप्चुअल लेवल पे जाके, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन के अंदर आपके पास सोर्सेज बहुत सारे दे रखे हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके अंदर। कितने सोर्सेज दे रखे हैं आपको? करंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ इज एज फॉलोस, ये करंट वाला है। करंट में इक्विटी कैपिटल 7 लाख शेयर्स की, रिजर्व से 10 लाख के, 9% बॉन्ड से, 11% प्रेफरेंस कैपिटल है, ठीक है। देन एडिशनल फंड्स रिक्वायर हो रहे हैं 5 लाख के, 5 करोड़ के, ठीक है। जिसके लिए वो 2 अल्टरनेटिव सोच रही है। पहला अल्टरनेटिव 1 है जिसके अंदर फंड्स रेज करेगी 20% इक्विटी कैपिटल, 75% डेट एट 10%। पी रेशियो इन सच सिनेरियो वुड बी 12। पी रेशियो का क्या काम है? इन डिफरेंस पढ़ना पी रेशियो का क्या काम होता है, बात करते अपन आगे। अल्टरनेटिव 2, 50% equity capital and raised from 12% preference capital. P ratio in such scenario would be 11. Any new equity capital would be issued at a face value of ₹20 each. तो 20 each पे इशू होगी जो भी इक्विटी रेज होगी। न्यू प्रेफरेंशियल कैपिटल वुड बी रेज्ड एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹20 each. इक्विटी भी 20 each पे रेज होगी। टैक्स रेट इज 34%. डिटरमाइंस द इंडिफरेंस पॉइंट अंडर बोथ द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है? अभी तक तो इंडिफरेंस पॉइंट सिंपल था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ न्यू कैपिटल होती थी। यहाँ पे एग्जिस्टिंग भी दे दी प्लस न्यू भी दे दी, तो अपने को रिवाइज वाले लेके चलना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू दोनों लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ईबीआईटी का डिफरेंस पॉइंट निकाल रहे हो ना, उसमें इंटरेस्ट जो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, और टोटल जाएगा, यानी रिवाइज्ड वाला जाएगा, नंबर ऑफ शेयर टोटल वाला जाएगा, तो दोनों निकालना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अपन एग्जिस्टिंग प्लान्स लेआउट कर देते हैं कि इक्विटी मेरे पास कितना है? 7 लाख शेयर्स हैं इंटू 20 प्लस 10 लाख का मेरा रिजर्व है, तो मेरा 1.5 करोड़ का मेरे पास हो जाता है
मेरा इक्विटी 7 लाख इंटू 20 प्लस ईच रिजर्व 10 लाख का, ठीक है। देन बॉन्ड्स है 3 करोड़ के, बॉन्ड्स है 3 करोड़ के, जिसके ऊपर मेरे को क्या चाहिए, देखो डेट इक्विटी केस में नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए जो ऑलरेडी दे रखा है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस डेट के एंड प्रेफरेंस के केस में मुझे चाहिए डेट का इंटरेस्ट अमाउंट, एंड प्रेफरेंस के केस में मुझे चाहिए प्रेफरेंस का डिविडेंड अमाउंट। तो वो भी साथ साथ ब्रैकेट में निकालते हुए चलो। 3 करोड़ का बॉन्ड्स है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा 27 लाख का 9% के हिसाब से। प्रेफरेंस कैपिटल मुझे दे रखी है 3 लाख शेयर्स इंटू 50 ईच, 3 लाख शेयर्स इंटू 50 ईच, तो हो गया 1.5 करोड़ का। इसके ऊपर आपका कितना इंटरेस्ट प्रेफरेंस रेट बनेगा 11% का, इसका प्रेफरेंस रेट बनेगा 11% का, तो 16,50,000 बन जाता है आपका अमाउंट, ठीक है। 150 लाख इंटू परसेंटेज 16,50,000, ये निकल गया, ये एग्जिस्टिंग वाला हो गया। ये पहले अपन ने साइड में कर दिया, अब अपन न्यू वाले लेके चलेंगे, ठीक है। न्यू वाले के अंदर प्लान 1 में इक्विटी आएगी अपनी 25% बोला है, 5 करोड़ का 25% होता है 1,25,00,000, 1,25,00,000। नंबर ऑफ शेयर्स ब्रैकेट में निकाल दिया, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1/25 पर 20 पे इशू होगा बोला क्वेश्चन में, तो 6,25 हो जाएगा आपका। देन डेट आएगा 10% पे, रिमेनिंग वाला अमाउंट 10% डेट, रिमेनिंग वाला अमाउंट 3,75, ठीक है। इसका इंटरेस्ट बन जाएगा 37,50, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, ये प्लान 1 का अपन ने निकाल दिया क्या, कि नए इक्विटी शेयर्स कितने होंगे एंड नया इंटरेस्ट अमाउंट डेट अमाउंट कितना होगा, ठीक है। अपने को चाहिए क्या, न्यू प्लस एग्जिस्टिंग वाला, रिवाइज वाला चाहिए, तो अब अपने को टोटल एग्जिस्टिंग एंड न्यू निकालना पड़ेगा रिवाइज प्लान 1 के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट टोटल कितना हो जाएगा, देखो आपका जो इंडिफरेंस पॉइंट का इक्वेशन बनता है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट जाएगा, वो भी टोटल जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी टोटल जाएगा, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। तो इंटरेस्ट को एग्जिस्टिंग प्लस न्यू अपन यहीं पे कर लेंगे कि प्लान 1 जब आएगा उसमें एग्जिस्टिंग प्लस न्यू कितना हो जाएगा, कि ये जो इंटरेस्ट है 27 लाख का, ये तो पहले भी था, अभी नया वाला इसके अंदर आने वाला है 37,50 का, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, 27 लाख प्लस 37,50, 27 लाख प्लस 37,50 और 6450 हो गया, ठीक है। देन आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, एग्जिस्टिंग था 1650 का, न्यू वाला इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, तो यही 1650 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1650 का कैरी फॉरवर्ड हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स 7 लाख थे, 625 आप इशू कर रहे हो, तो 1325 के आपके टोटल शेयर हो जाएंगे, ठीक है। प्लान की कहानी खत्म। प्लान 2 पे आते हैं, प्लान 2 के अंदर इक्विटी 50% बोला है, तो 2.5 लाख हो गए, 2.5 करोड़ हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स 1250, देन बोला है प्रेफरेंस शेयर्स रिमेनिंग, ठीक है। एंड इसके बारे में बोला ये इशू होंगे फेस वैल्यू के ऊपर, इनकी फेस वैल्यू कितनी बोली है, 20 रुपए की बोली है, पुराने वाले की थी 50 की, जो नए इशू होंगे उसकी 20 रुपए की होगी, ठीक है। तो इसको अपन 20 रुपए पे इशू करेंगे, 2.5 लाख, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ बाय 50, ठीक है। 2.5 करोड़ का अमाउंट इशू कर रहे हो, इसके ऊपर 12% का प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 30 लाख का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। ये आपका आ गया नंबर ऑफ शेयर्स एनी प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट, ठीक है। अब वापस एग्जिस्टिंग प्लस न्यू करेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, इंटरेस्ट चाहिए होता है अपने को, देन अपना प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए होता है, देन अपने नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होता है। तो टोटल एग्जिस्टिंग एंड न्यू करेंगे इंटरेस्ट का, जो एग्जिस्टिंग है वही कंटिन्यू होगा, न्यू वाला में तो कुछ भी नहीं है, न्यू में प्रेफरेंस न्यू में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो सिर्फ पुराना वाला ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड में पुराना भी है नया भी है, तो टोटल आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स पुराना भी है नया भी है, 7 लाख पहले था, 1250 और है, तो 1950 हो गया। ये अपने पास इंडिफरेंस पॉइंट के जो भी एलिमेंट्स थे वो सारे रेडी हो चुके हैं, अब बस अपने को दोनों को इक्वेट करना है क्वेश्चन डाल के, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट डाल दिया फर्स्ट वाले का, टैक्स रेट डाल दी जो सेम रहने वाली 34% की, प्रेफरेंस डिविडेंड फर्स्ट वाले का डाल दिया, नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट वाले का डाल दिया, सेम इससे भी कर दिया अपन ने, प्लान 2 का डाल दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने का तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा मेरे साथ, लिख के सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है। ये 1950 यानी 1325, देखो 0 0 को पहले से कट कर देना, 0 0 को पहले से कट कर देना, 3 0 कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 1325 और 1950। अब 1325 और 1950 की कैलकुलेशन तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते भाई, 1350 को अपन मल्टीप्लाई में अगर यहाँ लेके चले गए इतने बड़े नंबर बनेंगे ना कि अपनी कॉपी छोटी पड़ जाएगी, तो अपने को 1325 और 1950 को पहले शॉर्ट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो दोनों 25 के मल्टीपल है, क्योंकि दोनों के पीछे 25 का मल्टीपल आ रहा है। बेसिक अपने जो रूल होते थे ना कि 25 का मल्टीपल होता है तो पीछे जो नंबर आते हैं वो 25 के मल्टीपल ही होते हैं, 25, 50, 75 या फिर 0 0, ठीक है। तो अपन इनको सॉल्व कर ले, 25 से डिवाइड कर देंगे, दोनों 25 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 53, यहाँ बचेगा 53, यहाँ बचेगा 78, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 53 से प्राइम नंबर, तो फिर प्राइम नंबर है तो उसका कोई चीज़ है, 53 से प्राइम नंबर वो सॉल्व नहीं हो सकता, वो अभी और किसी से कटेगा नहीं। 78 कट सकता है, ठीक है, 13 के टेबल में आता है, 53 नहीं आता ना किसी के टेबल में, प्राइम नंबर है, तो वो नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो बस इस यहाँ पे अपने को रुकना पड़ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 53 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे
इस पूरे के ऊपर से 78 को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में इस पूरे इक्वेशन से, तो पूरी इक्वेशन ये बहुत बड़ी बनेगी। ये इस पूरे से 78 मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से 53 मल्टीप्लाई होगा। तो अपन ने क्या किया, 78 मल्टीप्लाई में लिखा, यानी पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, ईवेड होना है 64 65 64 50 इंटू 1 माइनस 0.34 माइनस 16 50। देन यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन लिखी, इसको मल्टीप्लाई 53 कर दिया अपन ने। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 78 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, 78 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो 78 है, इससे मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.34 है जो बनता है 0.66। तो 0.66 इंटू 78, देन इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। 0.66 इंटू 78 इस 51.48, 51.48 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 51.48। वो 51.48 अब मल्टीप्लाई होगा इस ईवीआईटी से, मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से, तो बन के 51.48 ईवीआईटी माइनस इसको इंटू 51.48, तो नंबर बन जाएगा ये वाला गंदा सा नंबर। ठीक है, एन 1650 है, ये तो अकेला इस 78 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1650 इंटू 78 इज दिस नंबर। देन सेम कहानियाँ 53 के रिपीट करोगे कि 53 पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा जिसके अंदर अपने पास ये तीन चीज़ें हैं। तो पहले 53 को मल्टीप्लाई करोगे इस वाली ब्रैकेट से, देन वो एक एक करके इनसे मल्टीप्लाई होगी जैसे अपन ने पहले किया, एंड 53 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर आपके पास आ गया। ठीक है, करना लिख के वहीं पे करना इमीडिएटली। ठीक है, ओके, देन अपन सॉल्व करेंगे। अब अपने पास सिंपल सी कहानी हो चुकी है कि यहाँ पे एक ईवीआईटी का नंबर है, एक ईवीआईटी का नंबर है, बाकी सारे नंबर है, तो सारे नंबर एक तरफ, ईवीआईटी एक तरफ। तो ईवीआईटी बचेगा यहाँ पे 16.5 ईवीआईटी, नंबर सारे इस तरफ बचेंगे 1198 50,000। सॉल्व करने पे आपके पास ईवीआईटी बचेगा ऐसा गंदा सा नंबर 72,63,636.36 रुपीस। एंड इसको 2 डेसिमल तक लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ईवीआईटी अगर एक भी ऊपर नीचे किया अपन ने इंडिफरेंस पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो अपने को एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेस तक, अप्रॉक्स मत करके आ जाना इसको। सर ऐसा ऐसा कैलकुलेशन अपने क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा? इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं देगा एग्जाम में आपको। ये आरटीपी में था, तो आरटीपी में तो कुछ भी करते हैं लोग, जो जोश में कर देते हैं। इसके अंदर मेन चीज़ आपको समझनी ये थी कि एग्जिस्टिंग प्लस न्यू साथ में लेकर चलना है अपने को, बस उसके लिए क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, बस वही खासियत है इसकी। ठीक है, दूसरा कि कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो कैसे कैलकुलेशन करनी है, कि नीचे वाले को कैसे कट करना है, राइट, तो वो बस समझ ले उसके अंदर। बाकी एज इट इज नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं कि सर मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, करो करो। ठीक है, रखा किस लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए रखा है कि अगर डिफिकल्ट आ भी जाए तो सॉल्व कर पाए। ठीक है, समझ में आ गया, इंडिफरेंस पॉइंट कम्स टू एन एंड। ठीक है, तो अपना जो पहला यूनिट था क्या था, ईवीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस, वो खत्म हो चुका है। अब अपन मूव करेंगे अगली यूनिट की तरफ, विच इज आर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अब एक चीज समझना, इसमें हर थ्योरी का एक बेसिक अजम्पशन है एंड उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो दिस यूनिट बिकम्स लाइक रूल ऑफ चेस, जिसमें आपकी अलग अलग थ्योरी आएगी एंड अलग अलग थ्योरी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि उस थ्योरी का प्रिंसिपल क्या था, उसका अजम्पशन क्या था। ठीक है, एंड वो उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के अपन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब अपन ने रिवीजन वीडियो में अपन ने डिटेल में सारी चीज़ें कवर करी थी, एक एक थ्योरी को अपन ने बहुत प्रैक्टिकली समझा था। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे जो जो थ्योरी आती जाएगी उसका ध्यान है, अपन ने रिवीजन वीडियो के अंदर क्विक सी स्टोरी बनाई थी, जिससे अपन ने याद किया था कि कौन सी थ्योरी का बेसिक अजम्पशन क्या है, वो स्टोरी बनाई थी मस्त वाली, वो मैं आपको रिकॉल कराता जाऊंगा, जिससे आपका बेटर ग्रिप बन जाए उस थ्योरी के ऊपर, रिविजन हो जाए आपका क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, चल चेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना है नेट इनकम अप्रोच का क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें नेट इनकम अप्रोच कहीं लग नहीं रही है, बिना उसके सॉल्व हो जाएगा ये, बिना नेट इनकम अप्रोच के, क्योंकि स्टडी मैट में नेट इनकम में दे रखा, तो अपन ने भी वहीं पे रख रखा है, लेकिन बिना उसके सॉल्व हो जाएगा ये। कंपनी का ईवीडी दे रखा है 1 लाख का, डेट एंड इक्विटी दोनों यूज करती है, डिबेंचर्स हैं 5 लाख के 10% की रेट के ऊपर, एंड फर्म का के है 15% का। आपको कंप्यूट करना है टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है ईवीडी अपॉन क्यू, दूसरा होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं। ये वाला अपने लग नहीं पाएगा क्योंकि इसमें केओ चाहिए, और केओ मेरा खुद ये दोनों निकालने के बाद आएगा। केओ कैसे निकलता है, राइट, केओ निकलता है के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस के डी इंटू वेट ऑफ डेट। राइट, उसके अंदर जो वेट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ डेट निकलेगा वो इन वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेट से तो निकल के आएगा, तो ये निकालने के लिए मुझे खुद ये लगेगा, तो इससे बेटर इसी से निकाल लो वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, फिर इसको यूज करके अपन केओ निकाल लेंगे जो अपने को सेकंड वाले के अंदर चाहिए, सिंपल। तो सबसे पहले अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ डेट यूजुअली अपने पास मार्क बुक वैल्यू की इक्वली होती है, बुक वैल्यू 5 लाख दे रखी है, वही वैल्यू ऑफ डेट हो जाएगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी अपने को निकालनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, ई टैश अपॉन के ई करके, ई टैश अपॉन के ई अपने पास है, ई टैश अपने को चाहिए। कैसे निकालेंगे, ई वैल्यू दे रखा है 1 लाख का, सबसे पहले इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं,
1 लाख का ईवीआईटी लिया, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दे 5 लाख पे 10%, तो 50,000 का ये इंटरेस्ट माइनस हो गया। बच्चे कितना आया 50,000। 50,000 आपका ईबीटी हो गया क्योंकि इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। ईबीटी है, टैक्स कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो ईबीटी ईएटी हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो ईएटी ही ईटैश हो गया। तो ईबीटी ईएटी ईटैश सब ये 50,000 का नंबर है आपका। ठीक है, तो ये ईटैश हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे अपन के से 15% की, तो आपका निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी विच कम्स एट 33333333333। बस 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 3333333। ठीक है, चलो, तो ये आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया। इसके अंदर अपने को ऐड करना है वैल्यू ऑफ डेट, तो अपने पास वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट अपना बुक वैल्यू के इक्वल ही होगा 5 लाख। 5 लाख ऐड कर दिया 3 लाख में, तो ये अपना आ गया 8,33,333। ये अपना वैल्यू ऑफ फर्म हो गया। क्लियर, ये वैल्यू ऑफ फर्म फर्स्ट निकल के आ गया। सेकंड वाला ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज केओ। केओ कैसे निकलेगा, देखो अपन वैल्यू ऑफ फर्म निकालते ईबीआईटी अपॉन केओ करके। देखो केओ निकालने के दो तरीके हैं, राइट, एक लंबा मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। लंबा मेथड क्या है, के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस के डी इंटू वेट ऑफ डेट। ये लंबा मेथड है, इससे भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि के अपने पास है 15% का, के डी अपन यहाँ से 10% दे रखा है, इंटरेस्ट रेट है 10% की, यही के डी हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट, क्योंकि टैक्स कुछ भी नहीं है, तो यही के डी हो जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ डेट निकालना है, वो भी अपन निकाल लेंगे। कैसे, वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, इक्विटी की वैल्यू लो डिवाइड कर दो टोटल से। डेट का वेट कैसे निकलेगा, डेट का वैल्यू लो डिवाइड कर दो टोटल से। ठीक है, तो ये इससे भी सॉल्व हो जाएगा आपका, के उससे भी निकल के आ जाएगा। पहला अल्टरनेटिव ऐसे ही दे रखा है, सही ना, देखो। ठीक है, ये एस अपॉन वी डी अपॉन वी जो लिखा है, ये वेट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ डेट ही है। ठीक है, आप ये लिखने की जगह वेट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ डेट भी लिख सकते हो, खामा का फालतू कंफ्यूज मत होना। ठीक है, निकाला वैसा ही है, 3,0333 डिवाइड बाई 833। ठीक है, वैल्यू टोटल ये 5,0833 वेट आ गया। ठीक है, इससे भी निकल के आ जाएगा आपको 12%। एक शॉर्टकट है कि अपन वैल्यू ऑफ फर्म निकालते ईवीआईटी अपॉन केओ करके। ठीक है, अब अपने पास वैल्यू ऑफ फर्म है, ईवीआईटी है, तो इससे केओ बैलेंस फिगर नहीं निकल सकता, निकल जाएगा। केओ को ऊपर ले जाओ, वैल्यू ऑफ फर्म को नीचे डिवाइड में ले जाओ, ईवीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, तो ईवीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म 1,00,000 बाई 833, ये भी 12% निकल के आ जाएगा। ऑब्वियसली कहने की जरूरत तो है नहीं कि ऑब्वियसली अपने को ये शॉर्टकट वाला करना है, ईवीआईटी अपॉन केओ वाला, यही वाला फॉलो करेंगे अपन। ठीक है, लिख के कर लेना, इजी क्वेश्चन है। अब बनाते हैं नेक्स्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के ऊपर। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलती थी, क्या था इसको याद करने का तरीका, नोई की, नोई की। ठीक है, क्या बेसिक स्टोरी क्या थी, ठीक है, जिसने अगर नहीं देखा रिविजन में, तो बेसिक स्टोरी क्या थी कि हर जो थ्योरी है उसका एक ना एक बंदा है। ठीक है, बंदा या बंदी जो भी बोलना है, लेट्स बी जेंडर न्यूट्रल, कोई ना एक बंदा बंदी है। ठीक है, जिसको वो पूरी छूट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि तुझे जितना मूव करना है तो मूव कर। ठीक है, ये एनओआई जो भाई है या जो एनओआई बहन है अपनी, ठीक है, इसका एक बंदा या बंदी है जिसका नाम क्या है, की, नोई की। तो ये के को पूरी छूट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है मूव करने की, जबकि बाकी के जो जो किरदार हैं केओ और केडी, ये जो पात्र हैं, ये मूव नहीं, ये मूव नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है थ्योरी की कि आप जितना भी डेट बढ़ाना है बढ़ा लो, जितना भी डेट कम करना है कम कर लो, आपका के और के डी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन के ही आपका मूव कर सकता है, ये इस बेसिक थ्योरी का बेसिक अजम्पशन है। ठीक है, बाकी इसके और चीज़ें मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने के बाद समझाऊंगा। ठीक है, दो कंपनी है अल्फा लिमिटेड बीटा लिमिटेड, दोनों आइडेंटिकल है एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है, अल्फा लिमिटेड 50% डेट एंड 50% इक्विटी, 50 डेट एंड 50 इक्विटी, whereas Beta Limited has 20% debt and 80% equity. All percentages are in market value terms. जो इनकी मार्केट वैल्यू है उसी की परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, बोरोइंग रेट फॉर बोथ द कंपनीज इज 8% इन अ नो टैक्स वर्ल्ड। मैंने क्या कहा था, केडी सेम रहेगा, दो कम चाहे आप जितना भी डेट बढ़ा लो तो आपका केडी सेम रहने वाला है। तो केडी सेम कर दिया ना इसने, देखो इसने क्या कहा, एक अल्फा लिमिटेड उसके पास 50% डेट है, बीटा लिमिटेड उसके पास 20% डेट है। तो अब जो अपन बात कर रहे थे कि डेट जितना भी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो डेट बढ़ाने वाली बात है वो सिर्फ एक कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होती कि आप बोलो कि अच्छा एक कंपनी डेट कितना भी बढ़ा ले उसका केओ और केडी सेम रहेगा। सिर्फ एक कंपनी नहीं, दो अलग अलग कंपनीज जो एकदम आइडेंटिकल है, जो एकदम सेम है, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर उनका अलग है, उनके ऊपर भी सेम चीज अप्लाई करेगी कि उन दोनों के बीच में चाहे कितना भी डेट का डिफरेंस आ जाए, उन दोनों का केओ और केडी सेम ही रहेगा, ये थ्योरी बोलती है। ठीक है, तो इनका केडी 8% सेम रहने वाला है एंड कैपिटल मार्केट्स आर अज्यूम टू बी परफेक्ट, वो बेसिक अजम्पशन रहता है हर थ्योरी के अंदर। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ यू ओन 2% ऑफ द शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड डिटरमाइन योर रिटर्न इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 3,60,000। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, ईवीआईटी। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग पार्ट कहाँ खत्म होता है, सेल से लेके ईवीआईटी तक, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी ईवीआईटी। ठीक है, ईवीआईटी कितना है, 3,60,000 का है।
एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी इज 18%। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है सारे सारे सोर्सेस का मिला के, तो यानी केओ की बात कर रहा है, केओ इज 18%। कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अल्फा लिमिटेड। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी यानी इक्विटी कितना रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर कर रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, यानी के ई पूछ रहा है, तो के ई बताओ अल्फा का। ठीक है, तो सिंपल सा है, कर लेंगे सॉल्व। क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व होगा, देखो सेकंड वाले पे, बी वाले पे बाद में आते हैं, पहले इसका सॉल्व करते हैं। आपको ईबीआईटी दे दिया 3,60,000 का, ठीक है, केओ दे रखा है 18% का, तो ईबीआईटी है, केओ है, ईबीआईटी बाय केओ करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, पहले वाले में भी किया था, तो अपना वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो जाएगा, 20 लाख। ठीक है, अब इसके बारे में बोल रखा है कि जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आई है, इसके अंदर 50% आपका अल्फा का डेट है, 50% इक्विटी है। ठीक है, तो इसमें आपका डेट हो गया 10 लाख का, इक्विटी हो गया 10 लाख का। क्लियर, डेट आ गया, इक्विटी आ गया। अब ठीक है, तो अब आपको काम क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालना है कि आपका रिक्वायर्ड रेट, आपका रिटर्न कितना होगा, रिटर्न यानी आपको कितना पैसा मिलेगा एज एन इक्विटी शेयर होल्डर, अगर आपके पास में 2% शेयर है तो आपको ईबीआईटी दे रखा 3,60,000 का, आपका रिटर्न किस में से आने वाला है, ई टैक्स में से आने वाला है, तो पहले अपने को ई टैक्स तक पहुंचना है। ईबीआईटी में से माइनस करेंगे अपन इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपन ने लिखा कितना, ठीक है, ये 10 लाख का डेट, 10 लाख का इक्विटी, जो अपन ने यहाँ पे भी निकाला। ठीक है, ईबीआईटी कितना 3,60,000 का, इसमें से इंटरेस्ट कैसे निकल के आएगा, 10 लाख का डेट अपने निकाला था, ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लग जाएगी अपनी कितनी रेट की, 8% की। ठीक है, द बोरिंग रेट इज 8%, तो इसका 10 लाख का 8% आपका इंटरेस्ट कट जाएगा, यानी 80,000 लेस होकर आपके पास आ जाएगा ईबीटी, वही ईएटी है, वही ई टैश है, कितना ई टैश हो गया, 2,80,000 का। ये टोटल है, आपके पास 2% शेयर है, तो इसका 2% आपका रिटर्न हो जाएगा, 2,80,000 का 2% इज 5,600, ये आपका रिटर्न हो गया। पहला वाला पार्ट क्लियर, इसका ये फर्स्ट वाला क्लियर। सेकंड बोल रहा है आपका के कितना होना चाहिए अल्फा लिमिटेड का। ठीक है, के कैसे निकलता है, ई टैश अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, याद आ गया फॉर्मूला, ई टैश अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी करके निकलता है। ई टैश अपन निकाल चुके हैं, नीचे अपन को डालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो मैं ऑलरेडी निकाल के आ चुका हूँ। ठीक है, तो 2,80,000 डिवाइड बाई 10 लाख, 2,80,000 डिवाइड बाई 10 लाख इज 28%, ये आपका के हो गया। क्लियर, चलो ए वाला पार्ट खत्म। बी वाले की बात करता है, बीटा लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा लिमिटेड। ठीक है, कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ बीटा लिमिटेड, यानी फिर से के बताओ बीटा का, एंड एनालाइज करके बताओ कि डिफर क्यों कर रहा है अल्फा लिमिटेड से। ठीक है, क्या बोल दिया यहाँ पे, कंडीशन क्या दी, सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम, अल्फा लिमिटेड की भी सेम है। मुझे एक बात बताओ, क्या बात करी थी आपको, नॉई ने क्या बोला था कि के अलग होगा, के डी क्यू सेम रहेगा। ठीक है, तो अल्फ जैसे आप बीटा में भी आ जाओगे कि दोनों का ईवीआईटी इक्वल इक्वल है, दोनों का ईवीआईटी इक्वल है, ये अल्फा का, ये बीटा का, दोनों इक्वल है, दोनों का केओ भी इक्वल इक्वल है, ये केओ भी इक्वल इक्वल है। तो मुझे एक बात बताओ, इससे क्या निकल के आता है, वैल्यू ऑफ फर्म, इससे क्या निकल के आता है, वैल्यू ऑफ फर्म, तो दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म भी इक्वल इक्वल हो जाएगा ना, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ बीटा, दोनों का वैल्यू फर्म इक्वल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 20 लाख निकल के आया था, सेम आपके बीटा का भी वैल्यू ऑफ फर्म 20 लाख निकल के आएगा। क्लियर, उसका वैल्यू ऑफ फर्म में 20 लाख निकल के आएगा, एंड उसके अंदर डेट कितना हो जाएगा आपका, 20%, 80% इक्विटी हो जाएगा। सिंपल, तो इसका 20 लाख से इसका वैल्यू ऑफ डेट हो जाएगा 20%, वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगा 80%, निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए के कैसे निकलेगा, जैसे अपन ने पहले निकाला था, कैसे निकाला के अपन ने, ई टैश अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब इसका अपन बीटा का ई टैश निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं। ई टैश कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग इनकम सेम है 3,60,000 का, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 4 लाख का डेट है, इसके ऊपर अपना के से मल्टीप्लाई होगा, के सेम रहने वाला है 8% का, जैसा उसका था वैसा इसका भी रहेगा, क्योंकि के और के सेम रहता है ना, नॉई की, तो के डी के सेम। ठीक है, 8% से मल्टीप्लाई किया तो ये 32,000 निकल के आ गया, 3,28,000, 3,28,000 को 16 लाख की वैल्यू इक्विटी से डिवाइड किया तो 20.5% निकल के आ गया। दैट इज द एंटायर लॉजिक। ठीक है, अब ये अलग क्यों है वो पूछ रहा है, 28 से 20.5 क्यों हुआ, तो इसके अंदर अपने को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, अपने को बस
जो मैंने कहे थे कई अलग अलग निकल के कई अलग अलग निकल के आया ना, यही नोई की अप्रोच है। ठीक है, ऐसा मत बोल देना कि सर नॉट नेट एनओआई अप्रोच बोलती यही है कि कई को मूव करने दूंगी, मैंने नहीं, ये नहीं लिख के आना है। बेसिक हल्का सा लॉजिक लिख के आ जाना जो अपन ने एनओआई अप्रोच के अंदर पढ़ा था। एनओआई अप्रोच के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि वो बोलती है कि जब आप डेट बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपकी रिस्क बढ़ेगी। ठीक है, आपकी इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी, इसलिए के बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन रिस्क सिर्फ इतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, रिस्क सिर्फ इतनी ही बढ़ेगी जिससे केओ सेम मेंटेन हो जाए, जिससे केओ सेम मेंटेन हो जाए, राइट, बाकी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा जैसे डेट बढ़ाओगे इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी, इसलिए के ही बढ़ जाएगा, लेकिन रिस्क हमने सिर्फ इतनी ही बढ़ाई, रिस्क सिर्फ इतनी ही बढ़ेगी जिससे केओ सेम लेवल पे मेंटेन रहे, उसमें फर्क नहीं आएगा। ये उसका बेसिक थीम था। तो बस आप वो लिख के आ जाना। इसने जो बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है वो मत पढ़ना, आप अपन ने जो थ्योरी के अंदर मैंने आपको जो बात कराई आप वो लिख देना। ठीक है, कि क्या लिखोगे आप कि इसका डेट, इसका के डिफर क्यों हुआ, इसका देखो के ही कम हो गया ना, 28 से 20.5 हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज आप लिखोगे कि क्योंकि जो अल्फा है उसके पास डेट ज़्यादा है, उसके पास डेट ज़्यादा है, तो डेट ज़्यादा है तो उससे इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी, इक्विटी की रिस्क बढ़ने से क्या हो जाएगा, उसका के ही बढ़ जाएगा, जबकि के सेम रहेगा बिकॉज डेट रिस्क से उतनी बढ़ेगी जिससे के सेम लेवल पे मेंटेन हो जाए। बस ये लिख के आना आपको इंग्लिश के अंदर। ठीक है, वैसे इसके जो मार्क्स होते हैं जो आप यहाँ पे अजम यहाँ पे जो लिख के आओगे रीजन, इसका मार्क्स आधा होता है, तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे आधे मार्क्स। ठीक है, ऐसा कोई एज इट इज मैच करने की कोशिश मत करना, क्योंकि रटने के बाद भी आप एज इट इज मैच नहीं करा पाओगे। ठीक है, फोकस जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं वहाँ पे दिमाग लो, जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन है। ये आधे आधे नंबर में एज इट इज याद करने के पीछे टाइम मत वेस्ट करा करो अपना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, इससे बाद में आते हैं, पहले अपन आते हैं अगले वाली पे विच इज एमएम अप्रोच। अब एमएम ने क्या बोला था, एमएम ने क्या बोला, जैसे एमएम जैसे अपन एनआई पे आए, एनआई से अपन एनओआई पे आए, फिर एनओआई से अपन ने एमएम के ऊपर आए, तो एमएम क्या बोलता है, इसका नाम क्या है, ये बोलता है सही बोल रहा है, सही बोल रहा है नोई भाई, एकदम सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो ये ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, ये बोलता है नोई अपना ही आदमी है, वो एकदम सही बोल रहा है, तो जो वो बोल रहा है मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो नोई ने क्या बोला था, नोई की, तो इसका भी सेम बंदा है। अपन ने क्या पढ़ा था कि एमएम भाई और नोई भाई, एमएम भाई और नोई भाई, या एमएम बहन और नोई बहन अपना बंदा बंदी शेयर करते हैं। तो आई नो दैट साउंड्स बैड, बट याद करने के लिए यही है अपने पास तरीका ना। तो जो उसका के था वो इसका भी वही रहने वाला है। ठीक है, एंड ये किसको मूव करने देता है, के डी और के ओ को मूव करने, जैसे जैसे एम एम था, जैसे नॉई था वैसा सेम इसका है। ठीक है, फिर एम एम अप्रोच और इसमें डिफरेंस क्या है, एम एम अप्रोच और उसमें डिफरेंस ये है कि एम एम भाई ने आपको बताया कि जो नॉई भाई बोल रहे हैं ना वो क्यों सही है, इसने अप्रोच बताई कि उससे कैसे सही, वो चीज़ कैसे वैलिड हो रही है। उसने तो बस बोल दिया कि ऐसा होगा, ऐसा क्यों होगा वो एम एम ने बताया। ठीक है, तो इसने आपको बताया एक आर्बिट्राज मैकेनिज्म, आर्बिट्राज मैकेनिज्म बताया कि आर्बिट्राज करने का जैसे ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, तो आर्बिट्राज बेसिकली होता क्या है, आर्बिट्राज के अंदर आप क्या करते हो कि देखो लेट्स से एक शेयर है, रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर, ये मैंने रिवीजन वीडियो में समझाया था, मैं क्विकली फिर से बता देता हूँ। जैसे रिलायंस का शेयर है, तो अब दो मार्केट के अंदर उसकी प्राइस एकदम सेम होनी चाहिए आइडियली, राइट। रिलायंस का जो शेयर है, अब आपको पता है ये दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं, बीएसई और एनएसई। ठीक है, सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के ये हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स के हिसाब से, तो बीएसई और एनएसई अपने दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। आइडियली दोनों में रिलायंस की प्राइस एकदम इक्वल, रिलायंस का शेयर की प्राइस दोनों में इक्वल होनी चाहिए। लेट्स से दोनों के अंदर होनी चाहिए 1000 एंड 1000, लगभग इतनी होनी चाहिए। लेकिन कभी गलती से ये प्राइस में डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 1004 हो गई और यहाँ पे ये हो गई 996। तो पता है क्या होगा, जैसे ही प्राइस का डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी। आर्बिट्राज का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग साइमल्टेनियसली, बाइंग एंड सेलिंग साइमल्टेनियसली टू मेक अ रिस्क लेस प्रॉफिट। तो यहाँ पे पता है लोग क्या करेंगे, हर कोई नहीं कर सकता ये। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग बैठे होते हैं जो महंगी महंगी सैलरी देते हैं लोगों को, आईआईटीज वालों को, आईआईटी बॉम्बे वालों को, बड़े बड़े आईआईटीज वालों को, कि तुम एक एल्गोरिथम बनाओ। वो एल्गोरिथम क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि ये प्राइस कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनका जो एल्गोरिथम है वो इमीडिएटली ये जो 996 वाला है ना, इसके ऊपर करोड़ों शेयर्स का ऑर्डर डाल देगा खरीदने का। तो 996 पे करोड़ों शेयर्स खरीद लेगा एंड इमीडिएटली जैसे खरीदा उसको 1004 के ऊपर सेल कर देगा। तो सोचो, करोड़ के ऊपर करोड़ शेयर 996 पे खरीदे, करोड़ शेयर 1004 पे बेच दिए। तो एक तरीके से 8 रुपए का प्रॉफिट बिना कुछ करे
फ्री पॉकेट का मिल गया पर शेयर पे। अब एक्चुअल में लाइफ में 8 रुपए का प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि बीच में छोटी मोटी और चीज़ें होती हैं, लेकिन थ्योरेटिकली तुम समझ सकते हो कि 8 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा वो करोड़ शेयर्स के ऊपर, तो 8 करोड़ का प्रॉफिट बैठे बिठाए हो गया, बिना किसी रिस्क के हो गया। ठीक है, अब ऐसा करने से इसी को अपन कहते हैं आर्बिट्राज, कि आपने यहाँ का खरीदा यहाँ पे बेच दिया, मैं सस्ता खरीदा महंगा बेच दिया, इसे अपन आर्बिट्राज बोलते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि जब आपने यहाँ पे करोड़ शेयर्स खरीदने का ऑर्डर डाला तो इसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने सेल ऑर्डर डाल दिया तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी प्राइस बढ़ेगी, इसकी सप्लाई बढ़ेगी तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो होगा क्या, इसकी प्राइस बढ़ बढ़ के और इसकी प्राइस गिर गिर के दोनों वापस से इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पता है ये जो डिफरेंस था ना, ये जो प्राइस डिफरेंस था ना, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। अगर हम लोग नॉर्मल जो इंसान है, हम लोग नॉर्मल रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग जाके देखेंगे ना मार्केट में, तो हमें इतना बड़ा डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही डिफरेंस आता है, ये जो लोग हैं ना, जो ट्रेडर्स हैं, एल्गोरिथम से ट्रेडिंग करते हैं, ये लोग ऑटोमेटिकली इमीडिएटली उसके बाद ट्रांजेक्शन्स करके, ट्रेड करके, उन दोनों का प्राइस बढ़ा चढ़ा के डिमांड सप्लाई में शिफ्ट करके वापस से इक्वल कर देता है। इसी को अपन आर्बिट्राज बोलते हैं। ठीक है, इसी को अपन आर्बिट्राज बोलते हैं कि जब आपके पास, जब आपकी जो प्राइसेस हैं वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इक्विलिब्रियम यानी जो आइडियल स्टेट है उस पे होनी चाहिए थी। इक्विलिब्रियम क्या था कि दोनों की प्राइस इक्वल होनी चाहिए थी, तो जब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है आर्बिट्राज प्रॉफिट करने की, यानी साइमल्टेनियसली बाय एंड सेलिंग करने की। उस आर्बिट्राज से क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट होते हैं एंड दोनों के प्राइसेस फिर से इक्वल हो जाएंगे एक पॉइंट पे आके। सेम वही चीज एमएम भाई ने भी बोली। एमएम भाई ने बोला ये आर्बिट्राज एक तरीके से वापस से यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा। इसने क्या बोला, दो अलग अलग कंपनीज है, दोनों के अंदर सिर्फ डेट का डिफरेंस है कि एक का डेट कम है, एक का डेट ज्यादा है, बाकी दोनों का ईबीआईटी भी इक्वल है। ठीक है, सब कुछ सेम है दोनों के बीच में, तो दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म सेम आनी चाहिए, है ना। जैसा नॉई नॉई में अपन करके आए, दोनों का वैल्यू फर्म सेम है ना, इसने कहा दोनों का वैल्यू फर्म सेम आना चाहिए। लेकिन जैसे ही दोनों का वैल्यू फर्म अनइक्वल होगा तो अपन क्या करेंगे, सस्ते वाले को खरीद लेंगे, सस्ते वाले को खरीद लेंगे, महंगे वाले को बेच देंगे, सस्ते वाले को खरीद लेंगे, महंगे वाले को बेच देंगे, उससे अपना आर्बिट्राज प्रॉफिट हो जाएगा। एंड ऐसा करने से क्या होगा, डिमांड सप्लाई में शिफ्ट आएगा एंड दोनों के प्राइसेस वापस से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपके मेजरली जो क्वेश्चन आता है एमएम अप्रोच के अंदर, वो आता है कि आर्बिट्राज प्रॉफिट बताओ कितना हुआ आपको, आर्बिट्राज का प्रॉफिट कितना हुआ बताओ। कि आपने आर्बिट्राज जनरेट, अपॉर्चुनिटी आपको दिखी कि वैल्यू फर्म अनइक्वल आई, आपने आर्बिट्राज किया, आर्बिट्राज करने से आपने कितना प्रॉफिट कमाया वो निकालने बोलता है। ठीक है, तो बस वही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करेंगे इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, बस ये एक क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, यानी आर्बिट्राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप फाइनल लेवल पे जाओगे तो आपको बहुत बार पढ़ने मिलेगा आर्बिट्राज आर्बिट्राज आर्बिट्राज। आई डोंट नो आपको इस लेवल पे पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन इस तरीके से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो एमटीपी में 23 में आ रखा है, करेक्टेड वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर छोटी सी गलती थी ऐसे ही कि मैंने करेक्ट करके डाला यहाँ पे। ठीक है, देखो, एंड मैंने थोड़ा इसको मॉडिफाई भी किया है क्वेश्चन को। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क सेम है तो दोनों का ईबीआईटी सेम आना चाहिए, सेम आएगा। ईबीआईटी 2,40,000 का क्या बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख की है, ईबीआईटी 2,40,000 का है, के 15% का है, दोनों का के 15% है। ठीक है, सोर्सेज दे रखे हैं डेट एंड इक्विटी, दो कंपनी डम्बो और जम्बो, क्या मस्त नाम है ना। वो देखी तुमने बचपन में एक एनिमेटेड मूवी आई थी हाथी वाली, अक्षय कुमार की आवाज़ थी, जंबो करके थी, हाथी वाली मूवी देख, पता नहीं मैं तो देखी थी बचपन में, आई थिंक 8-9 में आई थी शायद, 2008-9 में शायद। चलो छोड़ो। ठीक है, तो डेट था और इक्विटी, इसका 4 लाख डेट है, इसका इक्विटी 8 लाख का है, इसमें नील का डेट है, इसमें 12 लाख की इक्विटी पूरी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बोला है, इन्वेस्टर्स होल्डिंग 20% शेयर्स इन द लेवर्ड कंपनी, 20% शेयर्स इन द लेवर्ड कंपनी होल्ड कर रहा है, यानी लेवर्ड कंपनी कौन सी है, डम्बो लिमिटेड, जिसके पास डेट है, जिसके पास डेट होगा उसको लेवर्ड बोलते हैं, डम्बो, उसमें 20% उसके शेयर्स होल्ड कर रहा है। एंड वो बोल रहा है इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स बताओ जब वो आर्बिट्राज प्रोसेस अंडरटेक करेगा, तो आर्बिट्राज प्रोसेस अंडरटेक करने से उसका प्रॉफिट कितना होगा आपको वो बताना है। सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, 5 स्टेप प्रोसेस रहता है अपना, सिंपल सा। ठीक है, 5 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला क्या है, आपको दोनों फर्म्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों फर्म्स की वैल्यू अनइक्वल आएगी तभी जाके अपना आर्बिट्राज स्टार्ट होगा। दोनों फर्म्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ये लिख दें यहाँ पे डम्बो, यहाँ पे जम्बो। सबसे पहला वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स कहाँ से स्टार्ट होगा, ईवीआईटी से स्टार्ट होगा, ईवीआईटी 2,40,000 दोनों में सेम रहेगा, ईवीआईटी में से माइनस करेंगे अपन इंटरेस्ट, डम्बो में इंटरेस्ट आएगा 4 लाख का 12%। ठीक है, जम्बो में नहीं आएगा, अपने पास आ जाएगा इसके बाद ई टैश 192 240, डिवाइड करेंगे इसको के ई से, ई टैश डिवाइड बाई के ई करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, के ई 15 है दोनों के अंदर, डिवाइड किया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया 1280 16 लाख का, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया।
ठीक है, इसमें ऐड करना है अपने को वैल्यू ऑफ डेट, तो अपने पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेट बुक वैल्यू के इक्वल ही होता है, 4 लाख का दे रखा था, डम्बो का 4 लाख है, जम्बो का कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं है। टोटल करने पे वैल्यू ऑफ फर्म 1680 का, इसमें 16 लाख का आया। तो देखा आपने वैल्यू ऑफ फर्म दोनों का अनइक्वल आया। तो अब यहाँ पे जनरेट होगी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, यानी अपन सस्ते वाले को खरीदेंगे, महंगे वाले को बेच देंगे। ठीक है, ठीक है, सस्ते वाले को खरीदेंगे, महंगे वाले को बेच देंगे। सस्ता वाला कौन सा है? जंबो, अपन इसकी शेयर्स खरीदेंगे और डम्बो के शेयर्स अपन बेच देंगे। ठीक है, जंबो के शेयर्स, डम्बो के शेयर्स अपन बेच देंगे, सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। ये सिंपल सा अपना लॉजिक रहेगा आर्बिट्राज के अंदर। ठीक है, तो डम्बो के शेयर्स बेचने के लिए अपने पास डम्बो के शेयर्स अपने पास होने भी चाहिए। तो अपने पास डम्बो के शेयर्स, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि आपके पास 20% है, तो अपन डम्बो के 20% शेयर बेच देंगे। स्टेप 2 में अपन क्या निकालेंगे? अपन निकालेंगे सेल प्रोसीड्स, कि बेचने पे कितना पैसा मिला। अपने पास वैल्यू ऑफ इक्विटी 1280 की थी, इसका 20% शेयर्स अपने पास है, तो अपन बेचने पे कितना मिलेगा? 1280 इंटू 20%, 256 का। ठीक है, स्टेप 3 में आप करोगे रिस्क बैलेंसिंग। क्या करोगे? रिस्क बैलेंसिंग। क्यों करनी है? देखो, आर्बिट्राज का मतलब क्या था? साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग टू मेक अ रिस्क लेस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट रिस्क लेस होना चाहिए। ठीक है, रिस्क के अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन आप जैसे डम्बो से जंबो में जाओगे तो आपके रिस्क के अंदर चेंज आ जाएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि डम्बो में आपके पास में डेट का रिस्क था, आप इक्विटी वाले थे, आपके ऊपर डेट का रिस्क आ रहा था। लेकिन जंबो में जाओगे तो आपका डेट का रिस्क खत्म हो जाएगा, तो आपकी रिस्क के अंदर चेंज आ गया। रिस्क में चेंज नहीं आना चाहिए, सेम मेंटेन करना पड़ेगा अपने को रिस्क। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि क्योंकि जंबो में खुद के पास डेट नहीं है, तो आप क्या करो, जितना रिस्क अभी डम्बो के अंदर आप डेट का उठा रहे थे, उतना सेम डेट आप खुद से भी रेस कर लो। ठीक है, तो डम्बो के अंदर आपके पास 20% शेयर होल्डिंग थी। एक तरीके से जो कंपनी के पास टोटल डेट है, उसका 20% का रिस्क आप भी उठा रहे थे। ठीक है, 4 लाख का डेट है, उसका 20% का रिस्क आप भी उठा रहे थे, क्योंकि आपकी शेयर होल्डिंग ही 20% है, तो इसका 20% का रिस्क आप उठा रहे थे। तो 4 लाख का इंटू 20% कितना हुआ? 80,000 ना, 80,000। तो उसने कहा कि 80,000 का तुम खुद से लोन उठा लो, क्योंकि जब आप जंबो में जाओगे तो आपके पास डेट तो होगा नहीं, तो डेट की रिस्क खत्म हो जाएगी, तो आप खुद से डेट उठा लो 80,000 का। ठीक है, उठा लिया डेट अपन ने स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 4 में अपन क्या करेंगे? जो अपने पास टोटल पैसा आया है उसको अपन इन्वेस्ट करेंगे। टोटल पैसा कितना हो गया अपने पास? 256 अपन को सेल करके आया था, 80 का अपन ने बोरो किया था, तो 256 प्लस 80 इज 336। 336 अपने पास हो चुका है। ये 336 अपन टोटल इन्वेस्ट करने वाले हैं जंबो के अंदर, है ना। अब अपने को निकालना है इसके अंदर, स्टेप 4 का नाम ही क्या है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर होल्डिंग। तो इन्वेस्टमेंट अपन ने निकाला एंड अपन शेयर होल्डिंग निकालेंगे कि 336 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने को कितनी शेयर होल्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है इसकी? 16 लाख की है इक्विटी की। तो 16 लाख के अंदर 16 लाख की अगर वैल्यू है और उसमें अपन 336 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने को कितनी शेयर होल्डिंग मिल जाएगी? 336 अपॉन 16 लाख, 21% की हो जाएगी। पहले अपने पास 20% थी डम्बो के अंदर, जंबो में अपने पास 21% हो जाएगी। ठीक है, 21% हो गई। स्टेप 4 तक काम हो गया। स्टेप 5 में अपन क्या करेंगे? अपन कंपैरिजन करेंगे एनुअल नेट अर्निंग्स का, कि पहले नेट अर्निंग्स मेरी कितनी थी, अब जंबो के अंदर मेरी नेट अर्निंग्स कितनी हो रही है। दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, डम्बो और जंबो। डम्बो के अंदर मुझे ई टैक्स का एक हिस्सा मिलता था। ठीक है, तो मेरा ई टैक्स कितना था कंपनी का? 1,92,000। मुझे इसका 20% मिलता था, क्योंकि मेरे पास 20% शेयर होल्डिंग थी। ठीक है, तो 192 का 20% इज 38,400, ये मुझे मिलता था। इंटरेस्ट मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ता था, बिकॉज कंपनी पे करने के बाद ई टैक्स बचता था, उसमें से मुझे पे करती थी। तो मेरी नेट अर्निंग होती थी 38,400 की। अब जब मैं जंबो में जा चुका हूँ, तो मुझे वापस से जो ई टैक्स है 2,40,000, इसमें मुझे मिलेगा 21%, क्योंकि मेरी शेयर होल्डिंग 21% की हो चुकी है। 240 का 21% होता है 50,400। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा मेरा इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने डेट भी तो उठाया यहाँ पे 80,000 का। ठीक है, इस 80,000 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक अजम्पशन चलता है कि जिस रेट पे कंपनी उठाई थी आपकी डम्बो, उस रेट पे आप भी उठा पाओगे। ठीक है, तो 80,000 के ऊपर आप 12% का इंटरेस्ट पे करोगे। 80,000 के 12% का अपने इंटरेस्ट पे किया तो 9,600 आपका इंटरेस्ट हो गया। लेस करके क्या बचा आपके पास? 40,800 का आपके पास नेट अर्निंग्स बचा। इतना आपको कंपनी ने दिया, इतना आपने इंटरेस्ट पे किया, तो नेट आपके पास 40,800 बचा। तो अब देख रहे हो, पहले आपकी अर्निंग थी इतनी, अब आपकी अर्निंग हो चुकी है 40,800 की। तो कितना इजाफा हो गया आपकी अर्निंग्स के अंदर? आपकी अर्निंग्स के अंदर इजाफा हो गया 2,400 रुपीज़ का, बैठे बिठाए, बिना कुछ खास एफर्ट लिए, रिस्क लेस। आपकी रिस्क प्रोफाइल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया, आपकी रिस्क एकदम सेम है, एंड आपको 2,400 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया सिर्फ अपनी शेयर होल्डिंग स्विच करने से। इसी को अपन बोलेंगे आर्बिट्राज प्रॉफिट, कि अब आपको हर साल 2,400 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने वाला है बिकॉज ऑफ
ये है आर्बिट्राज प्रॉफिट। ठीक है, ये केस 1 है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ, केस 1 के अंदर क्या हुआ कि जो लेवर्ड कंपनी थी, ये डम्बो लेवर्ड थी ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा आई थी, 16 लाख की। केस 2 क्या होता है, जिसमें उल्टा होता है, जिसमें ये जो अनलेवर्ड कंपनी, इसमें डेट नहीं है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी डेट वाली से। वो आपको केस बी में दे रखा है। क्या बोला है, अगर के 20% हो डम्बो का इंस्टेड ऑफ 15%। ठीक है, पहले क्या था, दोनों का 15% था। अब बोल रहा है कि डम्बो का जो के है वो 20% हो इंस्टेड ऑफ 15%। एंड नाउ यू होल्ड शेयर्स इन द ओवर वैल्यूड कंपनी। अगेन जो कंपनी ओवर वैल्यूड है उसके अंदर आपके शेयर्स हैं अभी। व्हाट विल बी योर इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स इफ द आर्बिट्राज प्रोसेस इज अंडरटेकन। ठीक है, वापस से वही सेम काम करेंगे, बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। पहले वैल्यूएशन ऑफ फर्म करने वाले हैं। अब के 20% हो चुका है डम्बो का, एंड जम्बो का 15% अभी भी रहने वाला है। ठीक है, जम्बो में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ डम्बो के बारे में बोला तो डम्बो चेंज करेंगे, जम्बो सेम रहेगा। ठीक है, ईआईडी में से इंटरेस्ट माइनस किया, ईएटी ईटेश आके डिवाइड कर दिया, इसके 21, इसका 20 है, इसका 15 है। वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, उसमें वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर दिया, जो 4 लाख सेम रहने वाला है। वैल्यू ऑफ फर्म तेरा 60 आई है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ जम्बो 16 लाख आई है। तो आप देख पा रहे हो इसका जो वैल्यू है इससे ज़्यादा आया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, जम्बो के शेयर्स बेचने पड़ेंगे एंड डम्बो के खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में बोला भी है कि नाउ यू होल्ड शेयर्स इन अंडर वैल्यूड कंपनी, सॉरी ओवर वैल्यूड कंपनी, नाउ यू शेयर्स होल्ड शेयर्स इन ओवर वैल्यूड कंपनी। तो अपने को क्योंकि जम्बो के बेचने हैं, डम्बो के खरीदने हैं, तो जम्बो के अपने पास होने भी तो चाहिए बेचने के लिए। तो इसके अंदर बोला भी है क्वेश्चन में कि आपके पास इसके शेयर्स अभी हैं। कितने मानेंगे, जो पिछले वाले में था 20% थे, 20% मानेंगे। तो अब इसके शेयर्स बेचोगे 20%, तो कितना मिलेगा आपको, 16 लाख का 20%, विच इज 320। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में अपन क्या करते हैं, रिस्क बैलेंसिंग करते हैं। रिस्क बैलेंसिंग में अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपन ने क्या किया था, क्योंकि मैं डम्बो में था, ठीक है, डम्बो के पास डेट था, तो मैं जम्बो में जाते जाते खुद का डेट लेके गया था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि अब मेरे पास शेयर्स किसके हैं, जम्बो के हैं, बस शेयर्स अभी जम्बो के हैं, और जम्बो के अंदर डेट बिल्कुल नहीं है। जब आप डम्बो में जाओगे तो डम्बो के पास डेट है। तो अपन क्या करेंगे, अपने को चाहिए क्या कि मेरा अभी प्रोफाइल क्या है कि मेरे पास डेट का रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। तो डम्बो में जाते जाते आपके पास डेट का रिस्क आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेट के रिस्क को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेट का रिस्क नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपन डेट का रिस्क हटाएंगे कैसे, अपन इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट कर देंगे और डेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा, डेट का रिस्क ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ इक्विटी में करता तो डेट का रिस्क आ जाता मेरे पे, तो इसलिए उसको खत्म करने के लिए मैंने डेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर दिया, तो खत्म हो गया मेरा रिस्क डेट का। तो अपन मेरा जो पैसा है वो अपन दोनों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, डेट और इक्विटी दोनों के अंदर। कैसे निकालेंगे अपन, देखो अपने को इन्वेस्ट कितना करना है, 320 का। ठीक है, इस 320 को अपन इन्वेस्ट करेंगे डेट और इक्विटी दोनों के अंदर। कैसे निकालेंगे कि कितना 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 इक्विटी में कितना डेट के अंदर जाएगा, 320 को इन दोनों की बुक वैल्यू, इन दोनों के रेशियोज के अंदर स्प्लिट कर दो, 960 एंड 4 लाख के बीच में स्प्लिट कर दो। तो कैसे निकलेगा, 960 4 लाख का टोटल 1360। तो 320 को डिवाइड करो 1360 से, मल्टीप्लाई कर दो 960 से, इक्विटी का आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करो 1360 से, मल्टीप्लाई कर दो 4 लाख से, तो डेट का आ जाएगा। ठीक है, इससे आपके पास मालूम पड़ जाएगा कि किसके अंदर कितना कितना इन्वेस्ट करना है अपने को। ठीक है, तो स्टेप 3 के अंदर अपन रिस्क बैलेंसिंग करेंगे, बस अपन लिखेंगे यहाँ पे कि वी विल इन्वेस्ट इन बोथ इक्विटी एंड डेट ऑन डम्बो टू मेंटेन सेम रिस्क प्रोफाइल। स्टेप 4 में अपन निकालते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट कितना है, शेयर होल्डिंग कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, शेयर होल्डिंग कितना है। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कितना हो जाएगा, 320 इंटू 960 बाई 1360, ये आपका इक्विटी का इन्वेस्टमेंट। डेट का वापस वही जो मैंने आपको बताया, इतना का डेट का इन्वेस्टमेंट। अब आपको शेयर होल्डिंग भी चाहिए, शेयर होल्डिंग कैसे निकलेगी कि आप इन्वेस्ट करने वाले हो 225,882 का। ठीक है, एंड टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, 960 की, 225,882 का टोटल ई वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है डम्बो की, 960 की। तो आपका शेयर होल्डिंग कितना हो जाएगा, 23.53%। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट निकला, इन्वेस्टमेंट के बाद आपके शेयर होल्डिंग निकली। ठीक है, उसमें क्या था, पिछले वाले के अंदर अपने पास इन्वेस्टमेंट पता ही था, क्योंकि अपन सारा सारा पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अपना सारा पैसा इक्विटी में ही जा रहा था, तो अपने को मालूम था, अपने डायरेक्टली उसे शेयर होल्डिंग निकाली थी। यहाँ पे पहले अपने को इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी निकालना पड़ेगा, उससे अपना शेयर होल्डिंग निकल के आएगा। ठीक है, चलो तो ये अपना इन्वेस्टमेंट आ गया। अब स्टेप 5 में अपन कंपेरिजन ऑफ नेट एनुअल अर्निंग्स करते हैं। ठीक है, ये डम्बो के केस में बहुत सिंपल था, अपने पास डेट था ही नहीं, जो ई टेस्ट था उसका 20% मुझे मिलता था। ठीक है, 48,000। डम्बो के अंदर जब मैं आया हूँ तो मुझे पहले तो इक्विटी के अंदर मिलेगा, ई टेस्ट के अंदर कितना ऐसा मिलेगा, 23.53% मिलेगा। ई टेस्ट है मेरा 192, इसका 23.53%।
190 इसका 23.53%, ये आपका हो गया शेयर इन ई डैश। साथ में आपने डेट के अंदर भी इन्वेस्ट किया है, तो डेट का भी आपको हिस्सा मिलेगा। आपने डेट में इन्वेस्ट किया है 94,118, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट रेट है? 12% का है, इस पर आपको 12% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 94,118 का 12%, 11,294 मिल गया। दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपकी अर्निंग आती है 56,472 की। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? 8472 हो गई। यही अपना आर्बिट्राज प्रॉफिट है। ठीक है, इतना अपना इंक्रीज हो गया एनुअल अर्निंग्स के अंदर, बिकॉज दिस इज रिस्कलेस है, तो ये अपना प्रॉफिट हो गया आर्बिट्राज का। ठीक है, ये दोनों केसेस अपन ने समझ लिया आर्बिट्राज से कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखना आईसीआई ने क्या कर रखा है। आईसीआई ने इन दोनों केसेस को सॉल्व करने का एक एक और तरीका दे रखा है स्टडी मैट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करता है, जिसके अंदर वो शेयर होल्डिंग चेंज नहीं करता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 20 से अपना अपन 21 पे चले गए, अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो गई। ठीक है, ऐसे ही बोलता है कि नहीं, शेयर होल्डिंग इंक्रीज मत करो, शेयर होल्डिंग सेम बना के रखो। जैसे यहाँ पे 21 है ना, आप 21 मत करो, आप 20 की मेंटेन करो शेयर होल्डिंग। उससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम हो जाएगा। अभी आपने क्या किया, सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो भी आपके पास था, तो आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ गई। अब वो बोल रहा है कि नहीं, शेयर होल्डिंग 20 की मेंटेन करो। 20 की आपका पहले भी था, 20 का आपका अभी अभी भी मेंटेन करो। उससे क्या होगा, आपको कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 336 से कम ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, आपके क्योंकि दोनों के अंदर 20-20 है, तो आपका नेट अर्निंग दोनों के अंदर एकदम सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस केस में क्या होगा, आपके पास स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि 336 आपके पास आया है, जिसमें से आप सारा इन्वेस्ट नहीं करने वाले। ठीक है, आपसे उतना इन्वेस्ट करोगे जिससे आपको 20% शेयर होल्डिंग मिल जाए। तो 16 लाख का 20% कितना होता है? ठीक है, 16 लाख का 20% कितना हुआ? 320 इन्वेस्ट करोगे आप, आपके पास 336 है, तो आपके पास एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा हाथ में अभी? 16,000। वो बोलेगा 16,000 का ये लो, आपके पास आर्बिट्राज प्रॉफिट आज के हाथ हाथों हाथ हो गया। ठीक है, एंड आपकी अर्निंग सेम मेंटेन होगी। या इसे ने एक और तरीका दे रखा है सॉल्व करने का। अपने को वो वाला तरीका मतलब देखो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी मैट के अंदर देखो ऐसे ने अलग अलग कर दिया है। उसने दोनों केसेस के अंदर एक एक और अल्टरनेटिव मेथड दे दिया। लेकिन एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम के अंदर आपको हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर दोनों अल्टरनेटिव दे रखे होते हैं। एक तो ये इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स वाला भी दे रखा होता है, जिसके अंदर आप शेयर होल्डिंग इंक्रीज करते हो। एक दूसरा अल्टरनेटिव भी दे रखा होता है, जिसके अंदर आप शेयर होल्डिंग को मेंटेन करते हो। ठीक है, वो भी अल्टरनेटिव दे रखा होता है। तो आपको दूसरा वाला समझना हो तो अपन ने रिवीजन वीडियो के अंदर भी कवर कर रखा हो अल्टरनेटिव, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इतना समझने का नीड नहीं है। आप यही वाला मेथड, यही वाला अल्टरनेटिव करके आ जाना, एंड आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। दोनों अल्टरनेटिव आईसीआई के स्टडी मैट में मौजूद हैं, एंड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है आईसीआई ने दोनों अल्टरनेटिव्स दिए हैं, शेयर होल्डिंग बढ़ाने वाला भी, शेयर होल्डिंग मेंटेन करने वाला भी। तो आप यही वाला कर लेना, ईजी है ये वाला। दो केसेस के अंदर दो एक एक मेथड पढ़ लो ना, दोनों केसेस के अंदर दो दो मेथड पढ़ोगे तो 4 हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये अपन कर लेते हैं। अगर आपको समझना हो तो रिविजन वीडियो में वो कवर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, चलेगा। ये अपना आर्बिट्राज खत्म हो गया। अब अपना ये अपना था एमएम अप्रोच का। ठीक है, अब एमएम अप्रोच के अंदर ही एक और क्वेश्चन पे अपन आते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या बोला है कि दो फर्म्स दे रखी हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। उनकी आपको फॉलोइंग कॉस्ट एंड वैल्यूज दे रखी हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ये नवंबर 22 में एक ही क्वेश्चन है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है जो आज तक आया है, नवंबर एग्जाम्स में आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या पूछता है आपसे, इसके अंदर आपको बोलता है कि जैसे मैंने आपको बोला, आर्बिट्राज करने से क्या होगा, जैसे दोनों की फर्म्स की वैल्यू थी जो अनइक्वल थी, जैसे अपना जो शेयर्स थे, एक की वैल्यू 1004 हो गई थी, एक की 996 हो गई थी, तो इसकी कम होकर 1000 पे आ जाएगी। शेयर्स की जो प्राइस थी इसकी बढ़ के 1000 हो जाएगी, तो दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो यही पूछता है कि आपने ये तो बता दिया कि आर्बिट्राज प्रॉफिट कितना है, जैसे अपन ने यहाँ पे बात की ना आर्बिट्राज प्रॉफिट कितना आएगा, लेकिन दोनों की वैल्यूज कहाँ पे जाके इक्वल होंगी वो नहीं बताया आपने अभी तक। अपन ने क्या बोला, आर्बिट्राज प्रॉफिट करेंगे तो डिमांड सप्लाई में चेंज आएगा, डिमांड सप्लाई में चेंज आने से दोनों की वैल्यूज फिर से इक्वल हो जाएंगी। वो इक्वल होंगी कितने के ऊपर? ठीक है, क्या ये दोनों 14 लाख के ऊपर जाके इक्वल होंगी, कि ये बढ़ेगा 14 लाख तक एंड ये गिरेगा 14 लाख तक? क्या ये चीज 15 लाख के ऊपर होगी कि 15 लाख तक बढ़ेगा और ये 15 लाख तक गिरेगा? किस अमाउंट के ऊपर जाके दोनों इक्वल होंगे, ये आपने नहीं बताया। ये क्वेश्चन अभी अगला वाला वो है कि कहां पर जाके दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी। इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तो यहां पे आपसे यही पूछ रहा है, कंप्यूट द इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर फर्म ए एंड फर्म बी इन अकॉर्डेंस विद एमएम अप्रोच। ठीक है, क्या बोला है, वैल्यू ऑफ फर्म भी 50,000 है, 60,000 है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दे दिया, इसमें 0 है, इसमें 30,000 है। वैल्यू ऑफ इक्विटी से 50 हो गई, इसमें रिमेनिंग 30 हो गई।
एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी ईवीआईटी, ईवीआईटी 5,000 का सेम ही होगा, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट यानी इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें जीरो है क्योंकि डेट जीरो, इसमें 1800 का है, तो 5,000 माइनस 1800 बचा 3,200। ये इसने बोला नेट इनकम, नेट इनकम यानी ई टैश, तो ये ईवीआईटी है, इसमें से कम हो जाएगा ये इंटरेस्ट, तो बचेगा ई टैश। तो 5,000 का ई टैश आया, यहाँ पे 3200 का ई टैश आया, ठीक है। देन इसने निकाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैसे निकाला, नेट इनकम विच इज ई टैश डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म करके, तो ई टैश डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ, ई टैश डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, सॉरी, ई टैश डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, ई टैश डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है 50,000 की, तो 5,000 50,000 इसका के हो गया 10% का, इसका 3,200 है, वैल्यू ऑफ इक्विटी 30,000 है, वो डिवाइड करके इसने बताया 10.70 का, 10.70 का, ठीक है। 3,200 डिवाइड बाय 30,000 करके, ठीक है। ऐसे इसने निकाल के दिया ई टैश डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी करके, ये वी लिख दिया इसने गलती से, इसको यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी लिखना चाहिए था, एग्जाम में आया हुआ है चीज़, ठीक है, बट ठीक है, रीजनेबल है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड किया होगा। आपको क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फर्म ए फर्म बी निकाल के दिखाना है कि दोनों की वैल्यू कहाँ पर जाके इक्वल होगी, अभी दोनों की वैल्यू अनइक्वल है, ठीक है। आपको बोल रहा है कैसे, एनएम अप्रोच के थ्रू। अब वो चीज़ कैसे निकल पाएगी, मुझे एक बात बताओ, देख दोनों की जब वैल्यू इक्वल होगी तो देखो दोनों की ईवीआईटी तो वैसे ही इक्वल है, ठीक है, दोनों की ईवीआईटी वैसे भी इक्वल है, कितना है 5,000 5,000, ईवीआईटी इक्वल है। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे दोनों की इक्वल आएगी, जब दोनों का केओ भी इक्वल हो जाएगा, केओ दोनों का जब केओ इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों इसकी वैल्यू ऑफ फर्म, इसकी वैल्यू ऑफ फर्म दोनों इक्वल हो जाएगी। तो अपने को बेसिकली चाहिए कि वो केओ का अमाउंट कितना है जिससे ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो अपने को क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए रहेगा, इक्विलिब्रियम केओ चाहिए रहेगा, इक्विलिब्रियम केओ से डिवाइड कर दो, आपके पास इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। बस हमें इक्विलिब्रियम केओ बता दो वही, कि इक्विलिब्रियम केओ कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हो तो अपन वैसे भी लेके चलते हैं। एंड बी बोला है इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ के ई इज 9.09, के ई इज 9.09। अब अपने को चाहिए था इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ के ओ, ताकि अपना इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाए, इसने दिया इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ के ई 9.09। अब ये कैसे हो पाएगा, इससे कैसे सॉल्व होगा, देखो लॉजिकल सी बात, अपने को के ओ चाहिए ना, दे इन्होंने के ई रखा है, तो अपन क्या मान लेंगे कि जो इसने के ई दिया है ना, ये दिया है इसने फर्म ए के रिगार्डिंग, ये इसने दिया फर्म ए के रिगार्डिंग, फर्म ए के रिगार्डिंग इसने के ई दिया है कि फर्म ए का के ई 9.09 होना चाहिए इक्विलिब्रियम वैल्यू के ऊपर। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, क्या बोल रहा है कि जब ये दोनों की वैल्यूज इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी तो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ के ई 9.09 हो जाएगा, ठीक है। अपन क्या मानेंगे कि जो के ई 9.09 का होगा ये किसका होगा, फर्म ए का होगा, ठीक है। और फर्म ए जो है वो है अनलेवर्ड, उसके पास डेट नहीं है, तो जो उसका के ई होगा ना 9.09, वही उसका के ओ भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास डेट है ही नहीं ना, तो जो के ई की वैल्यू वही के ओ की वैल्यू, कोई और है ही नहीं, इक्विटी है उसके पास, जो उसका के ई वही उसका के ओ। तो क्योंकि दे रखी तो उन्होंने इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ के ई 9.09, अपन ने उसको ही के ओ के इक्वल मान लिया, तो हो क्या गया कि इक्विलिब्रियम के ऊपर के ई 9.09 था, तो के ओ भी इक्विलिब्रियम के ऊपर 9.09 आएगा, तो मिल गया ना अपने को इक्विलिब्रियम के ओ। तो बस अभी जो अपना अजम्पशन था कि अपन ने ये माना कि ये जो के ई है ये फर्म ए के रिगार्डिंग दे रखा है इसने, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो फर्म ए का के ई होगा वो 9.09 होगा, उससे क्या हो गया कि ये के ओ अपने पास हाथ आ गया, इक्विलिब्रियम के ओ अपने पास हाथ आ गया, जो कितना हो जाएगा इसके इक्वल 9.09। तो बस आप ये इक्विलिब्रियम के ओ 9.09 सब्सिट्यूट कर देना दोनों की ईवीआईटी के नीचे, एंड आपके पास वैल्यू फर्म निकल के आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, ये 5,000 का ईवीआईटी लिया, डिवाइड कर दिया अपन ने 9.09 से, ये अपना इक्विलिब्रियम के ओ हो गया, क्या ये ऐसे ने जो यहाँ पे बसड़ करी है ये देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जो लॉजिक समझाया वही वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। ये लोग पता नहीं बहुत गंदा फॉर्मूला लगाते हैं एमएम अप्रोच के अंदर आके, जिसको समझने का नीड है नहीं, बिना इसके भी हो जाता है, कितने फॉर्मूला याद करोगे तुम लोग। तो 9.09 आ गया नीचे आपके, इससे आपके पास इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 5,000 बाई 9.09 इज 50,000, 55,000.5, 50,000 5.5, तो दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। 5,000 बाई 9.09% सेम यही है, ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम वैल्यू फर्म आ गया।
दोनों का, कि दोनों यहाँ पे जाके इक्वल होंगी। आगे बोल रहा है कंप्यूट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर बोथ द फर्म्स। फर्म ए के अंदर निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फर्म ए के अंदर सिर्फ इक्विटी ही है और कुछ नहीं है। तो जो उसकी वैल्यू ऑफ फर्म थी वही वैल्यू ऑफ इक्विटी है। जो इक्विलिब्रियम के वो था 9.09, वही इक्विलिब्रियम के भी है, वही उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हो जाएगा। तो फर्म ए के केस में बहुत सिंपल सा मैटर है, उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। इक्विलिब्रियम वैल्यू थी, उसमें से डेट माइनस किया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 55,5.5 आ गई। के भी इसका निकालने का नीड नहीं है, 9.09 ही रहने वाला है। ठीक है, वही किया वही के ही। ठीक है, फर्म बी के केस में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। 55,005.5 है उसकी वैल्यू ऑफ फर्म, उसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करेंगे। डेट की जो बुक वैल्यू होती है वही उसकी मार्केट वैल्यू की इक्वल होती है, तो सेम रहेगी 30,000 की। तो 30,000 ऊपर ने माइनस किया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 25,000, 25,005.5। ठीक है, अब इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपने को निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके पास है, ई टैश डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी करोगे। तो पहले अपन ई टैश निकालेंगे। ई टैश अपना ऑलरेडी अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर, कि आपकी ईवीआईडी 5,000 की है, जिसमें से आप डेट को 1,800 देने वाले हो, आपके पास बचेगा 3,200। तो ई टैश सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज हो गई है। ई टैश आपका 3,200 डिवाइड बाई 25,005.5, ये आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी है। इससे आपका के निकल के आ जाएगा 12.8 का। ठीक है, ये था क्वेश्चन। ठीक है, आई अगर आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको पॉज करके फिर से सॉल्व करो। ठीक है, एंड एक बार इसको प्रोसेस करना, थोड़ा सोच के देखना इसके ऊपर, आपको ग्रिप आ जाएगा इसके ऊपर। ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं था, बस एक ही छोटा सा असम्पशन था इसके अंदर, वो ये कि जो इक्विलिब्रियम के ही दिया है इसको अपन मान लेंगे विद रेस्पेक्ट टू फर्म ए, कि जब इक्विलिब्रियम पे दोनों पहुंचेंगे तब फर्म ए का के ही 9.09 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन उसको उसको वही के के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इक्विलिब्रियम के हाथ में आ गया 9.09 का। ठीक है, दोनों फर्म्स का के इक्वल होगा, के इक्वल नहीं होगा, लेकिन फर्म ए का जो के है उसके के के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो के है 9.09, ये फर्म ए का भी होगा, फर्म बी का भी होगा 9.09। ठीक है, के दोनों के इक्वल होंगे, के इक्वल नहीं होंगे। फर्म ए का जैसे आप देखोगे के तो 9.09 है, फर्म बी का जो के आया वो तो 12.8 आया, तो वो अनइक्वल है। के लेकिन सेम आएगा विच इज 9.09। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 14। चलो अब ना ये एमएम अप्रोच का ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। अब अपन आते हैं बाकी के क्वेश्चंस के ऊपर एमएम अप्रोच के। अब एक चीज़ देखना, अभी तक जो भी अपन ने क्वेश्चंस किए थे एमएम अप्रोच के अंदर, या बाकी के जो भी अपन ने क्वेश्चंस किए थे, उन सब में टेक्स्ट मौजूद नहीं था। अभी जो अपने क्वेश्चंस आएंगे इनके अंदर, एमएम भाई के जो क्वेश्चंस आएंगे इनके अंदर टेक्स्ट मौजूद होगा। ठीक है, एंड एक चीज़ देखना, नोटिस करना कि जो भी अपना एमएम अप्रोच अभी तक अपन पढ़ रहे थे विदाउट टेक्स्ट के अंदर, वो सेम वही थी जो एनवाई भाई ने बोला था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि आपका नॉई का क्या था, नॉई की, यानी के चेंज हो सकता है, के और के डी सेम रहता है। के सेम रहता है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी सेम रहता है। डेट कितना ही बढ़ा लो वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा। ये बेसिक अजम्पशन अभी तक चल रहा था। अब जब लेकिन टैक्स आ जाएगा ना, एमएम भाई जब टैक्स लेके आ जाएंगे साथ में, तब उन्होंने बोला कि नहीं, तब वैल्यू ऑफ फर्म के सेम नहीं रहने वाला। एमएम भाई के साथ में जब टैक्स मिक्स होता है तब वो एकदम अलग हो जाती है अप्रोच देन जो एमएम भाई के साथ विदाउट टैक्स था। ठीक है, तो अभी अपना क्वेश्चन कौन सा आएंगे, विद टैक्स वाले आएंगे, वो अप्रोच एकदम डिफरेंट हो गई है। ठीक है, ये अपना आएगा एमएम भाई विद टैक्स। ठीक है, एमएम भाई विद टैक्स के अंदर क्या होता है, सिंपल समझना। इन्होंने बोला कि जिस कंपनी के पास डेट आएगा उसके पास इंटरेस्ट भी होगा, उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग भी मिलेगी। अब क्योंकि टैक्स आ गया है तो टैक्स सेविंग भी मिलेगी। पहले वो बोल मान के चले थे कि अच्छा दुनिया में टैक्स होता ही नहीं है, तो टैक्स सेविंग हो जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अब क्योंकि टैक्स है क्वेश्चन में, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग भी मिलेगी। तो जिसके पास जितना ज़्यादा डेट होगा उसको तो ज़्यादा टैक्स सेविंग मिलेगी, तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा निकल के आएगी। तो इन्होंने क्या बोला, इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब एमएम भाई के साथ में टैक्स आ जाता है तो सॉल्व करने का तरीका एकदम सिंपल सा ये है कि आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म निकालो, जिसको अपन बोलते हैं VUL, अनलेवर्ड यानी इसके पास डेट नहीं है। पहले वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म निकालो। ठीक है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म निकालो। एंड आपको अगर वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म चाहिए ना, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म चाहिए तो आप क्या करो, पहले वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म निकालो, उसके अंदर ऐड कर दो उसके पास जितना डेट है इनटू टैक्स रेट। ठीक है, इससे आपके पास वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म निकल के आएगी। तो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म निकालने के लिए पहले आपको वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म चाहिए होगी। एंड डेट इंटू टैक्स रेट क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज इसने बोला कि डेट जब आएगा तो उसके बाद टैक्स सेविंग होगी, उस जितनी भी टैक्स सेविंग होगी उन सब की प्रेजेंट वैल्यू को अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका लॉजिक मैंने आपको डेरिवेशन मैंने आपको रिविजन वीडियो के अंदर बताया था। तो इस तरीके से काम होगा आपका। तो पहले आपको वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड निकालना पड़ेगा, उससे आप लेवर्ड तक पहुंचोगे।
ठीक है, चलेगा। अभी क्या बोला है, कंपनी है जो ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है, यानी 100% इक्विटी है, एंड कंपनी के पास मार्केट वैल्यू भी 25,000 लाख की है, एंड उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% की है। अब क्योंकि वो 100% इक्विटी है, तो ये उसकी मार्केट वैल्यू है, यही उसकी इक्विटी की वैल्यू भी है, यही उसकी केई है, यही उसकी केओ भी 18 ही है। इक्विटी है ना सिर्फ, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब कंपनी बायबैक करना चाहती है इक्विटी शेयर्स को, बायबैक करना चाहती है वर्थ ₹5,000 बाय इशूइंग एंड रेजिंग 10% डिबेंचर्स रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 5 years। ठीक है, तो अब कंपनी क्या कर रही है, डेट लेके आएगी, डेट से पैसा आएगा, उससे इक्विटी शेयर्स को अपने बायबैक कर लेगी, तो इक्विटी कम हो जाएगा बायबैक करते ही, एंड डेट बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स में भी टेकन है 35%, टैक्स आ गया 35%, जैसे ही एमएम एंड टैक्स साथ में दिख जाए, दैट मीन्स अपने को अब एमएम विद टैक्स लगाना है, अप्लाइंग एमएम विद टैक्सेस, बोल भी दिया एमएम विद टैक्सेस लगाना है, अगर विद टैक्सेस नहीं भी लिखता तो भी एमएम विद टैक्स ही लगाते, क्योंकि अब टैक्स आ चुका है एमएम के साथ में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस मार्केट वैल्यू ऑफ एएनआर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ एएनआर निकालना है आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग। कैसे करेंगे, पहले वैल्यू देखो, एक ऐसा मत बोलना कि सिर्फ 50,000 लाख की वैल्यू थी ना उसकी, उसमें से 5,000 लाख का डेट अपन ने इक्विटी बायबैक कर लिया, तो 5,000 लाख का कम हो गया, 5,000 लाख का डेट अपन ले गया गए, तो वापस से 50,000 हो गई। अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी, वही तो बोला इसने कि डेट लेके आओगे तो वैल्यू में चेंज आएगा, ऐसा थोड़ी सेम हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अपने को निकालना पड़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ एएनआर लिमिटेड। कैसे निकालेंगे, पहले वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड लो, उसके अंदर डेट इंटू टैक्स रेट कर दो। वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड तो दे ही रखी अपने को 50,000 लाख की, इसमें प्लस डेट इंटू टैक्स रेट कर दो। डेट कितने का है, 5,000 लाख का, इसको इंटू टैक्स रेट कर दो। ठीक है, 50,000 लाख प्लस 5,000 इंटू टैक्स रेट, ऐड करने पे आ जाएगा ये 26,750 का, तो इसकी वैल्यू ऑफ फर्म हो गई 26,750 की। ये सबसे पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। देन आपको बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दिखाओ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ई टैश नीचे इक्विटी वैल्यू, वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ई टैश चाहिए, इक्विटी वैल्यू चाहिए। इक्विटी वैल्यू कैसे निकलेगा, सिंपल है, वैल्यू ऑफ फर्म आपके पास आ चुका है, इसमें से डेट का मार्केट वैल्यू लेस कर दो, आपके पास इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा। डेट का मार्केट वैल्यू आपके पास रहेगा, क्यों, आप लेके कितने आओगे, डेट 5,000 लाख का लेके आओगे, एंड डेट का मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू के इक्वल ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो 26,750 वैल्यू ऑफ फर्म है, उसमें से 5,000 लाख का डेट माइनस कर दिया, तो इक्विटी की वैल्यू आ गई 21,750। तो डिनोमिनेटर आ चुका है वैल्यू ऑफ इक्विटी। ई टेस्ट अपने को भी चाहिए, ई टेस्ट कहाँ से निकलेगा, ई टेस्ट निकालने के लिए पहले अपने को ईवीआईटी चाहिए होगा, ईवीआईटी से अपन ई टेस्ट तक पहुंचेंगे। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दे नहीं रखा अपने को ईवीआईटी कहीं पे भी, लेकिन अपने को ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये वाली, इससे अपना ईवीआईटी निकल सकता है। कैसे, ये आपके पास क्यों है ना 18% का, ये कैसे निकला होगा, ईवीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म करके, लेकिन याद रहे अब टैक्स आ चुका है कंपनी के पास, तो अब ईबीआईटी बाय वैल्यू फर्म नहीं होगा, अब ईबीआईटी इंटू 1 - टी होगा, देन वैल्यू फर्म हो, बाय वैल्यू फर्म होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपके पास 18% का क्यों है, टैक्स रेट है, वैल्यू ऑफ फर्म मौजूद है 25,000 लाख का, तो क्या ईबीआईटी आप बैलेंस फिगर नहीं निकाल सकते, निकल जाएगा ना। ठीक है, ये 18% इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स रेट इज 0.35 बाय वैल्यू ऑफ फर्म इज 25,000 लाख। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, ये टैक्स ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो ईबीआईटी निकल के आ जाएगा। सिक्स नाइन 23.08 लैक्स, 0.08 होगा राउंड ऑफ करके, 0.08 लैक्स आएगा राउंड ऑफ करके। ये लोगों ने, नालायकों ने 0.07 लाख लिख दिया है। क्या कर सकते हैं इन लोगों का, बताओ कितने, क्या बोले इन लोग, एमटीपी है, ऐसी हरकतें होती हैं इनकी। अभी तो मैं आपको और आगे बताऊंगा इस क्वेश्चन में और क्या क्या हरकतें करी है लोगों ने, मालूम पड़ेगा आपको ये लोगों ने क्या क्या हरकत करी। रुको, अभी आपको ईवीआईटी मालूम पड़ गया ना, ये अभी ईवीआईटी, ये ईवीआईटी बाद में भी फ्यूचर में सेम रहने वाला है। अब लेकिन इससे अपने को ई टेस्ट तक पहुंचना पड़ेगा, कि अब इंटरेस्ट भी आ चुका है, तो ईवीआईटी में से पहले अपना इंटरेस्ट माइनस होगा, उसके बाद अपन ई टेस्ट तक पहुंचेंगे। तो अपन ई टेस्ट कैसे निकालेंगे, ये ईवीआईटी लिया, इसमें से पहले अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 5,000 लाख का लेके आया डेट, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट है, तो ये निकल के आ गया। ईवीटी आया, इसमें से फिर टैक्स माइनस होगा, क्योंकि अभी टैक्स भी है, फिर आपके पास आएगा ई टैश, ई टैश इज 4175। ठीक है, तो ई टैश इज 4175 ई टैश डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी 21,750, आपके पास के निकल के आ जाएगा 19.19% का। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व। देन थर्ड में बोल रहा है वैक निकाल के दिखाओ। ठीक है, अब वैक निकालने का भी शॉर्टकट अपने पास है, केओ निकालने का शॉर्टकट अपने पास होता है, राइट। लेकिन जब भी एमएम विद टैक्स आएगा ना, तो आईसीआई केओ निकालता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, जो अपन मेथड करते थे ना,
क्या करते थे अपन, वेटेड एवरेज निकालते थे, पूरा सोर्स लिखते थे, अमाउंट लिखते थे, वेट लिखते थे, देन अपन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते, देन अपने पास बैक आता था। पूरा वो टेबल बनाना पड़ेगा, ऐसे हमेशा ऐसा करता है एमएमएट टेक्स्ट के अंदर। जबकि शॉर्टकट है जो अपन वहां पे कर रहे थे, ईवीएट अपन वैल्यू ऑफ फर्म, यहाँ पे भी उसका सिमिलर मेथड एग्जिस्ट करता है। जिससे अपना ये ईवीएट इंटू 1 - 1 वैल्यू फर्म किया, सेम इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं वापस से। लेकिन ऐसे वैसा नहीं करता है, ऐसे ही करता है वेटेड एवरेज से, वो पूरा टेबल बनाएगा, तो अपने को भी टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने दो सोर्स हो गए, इक्विटी और डेट। ठीक है, दोनों का वैल्यू कितना है, इक्विटी का वैल्यू अभी अपन निकाला, डेट का वैल्यू 5,000 बुक वैल्यू के इक्वली होगा। वेट इनका निकल के आ जाएगा। अपन यूजुअली 4 डेसिमल तक निकालते हैं, ये एमटीपी में ये लोगों ने, नालायकों ने 2 तक ही निकाला है, अपन 4 तक ही निकालेंगे, अपना कंसिस्टेंट रहेगा 4 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, 4 तक ही आ जाएगा, देन अपने को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अपना वेट पहले आता है, कॉस्ट बाद में आता है, इन लोगों ने उल्टा कर दिया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट ऑन 19.19 है, 19.19 इक्विटी हो गया। डेट का कॉस्ट लेकिन अपने पास अभी नहीं है, डेट का कॉस्ट अपने को अलग से निकालना पड़ेगा। सर ये इंटरेस्ट रेट दे तो रखा था 10% का, 10% इंटरेस्ट रेट को अपन केडी नहीं ले सकते। सबसे पहली चीज तो अभी ये 10% इंटरेस्ट रेट है, इसको केडी करने के लिए अपने को यूजुअली क्या करना होता है, यूजुअली क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - t करते हैं, तब जाके केडी निकल के आता है। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो उसके अंदर अपन इंटरेस्ट रेट 10 इंटू 1 - t कर देते। 1 - t कितना है, 35 का है ना, एंड अपना 6.5% का केडी निकल के आ जाता यूजुअल क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की छोटी सी चीज बहुत स्पेशल है, वो क्या है कि यहां पे बोल रखा है कि आप 10% प्रीमियम दोगे 5 साल बाद रिडेम्पशन के ऊपर। दैट मीन्स ये रिडीमेबल डिवेंचर्स है। ठीक है, रिडीमेबल डिवेंचर्स है एंड उसके ऊपर प्रीमियम भी है। तो इसका केडी इतना सिंपल तरीके से नहीं निकल सकता, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - t। इसका केडी निकालने के, रिडीमेबल वाले का निकालने के लिए अपने को अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, इंटरेस्ट इंटू 1 - t प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो 10% डिबेंचर है 5,000 लाख का, इसका इंटरेस्ट होता है 5,000 इंटू 10%, 500 का, तो 500 का इंटरेस्ट हो गया इंटू 1 - t। देन आरवी 10% प्रीमियम पे होगा तो 5,500 माइनस एनपी, कुछ नहीं दे रखा तो जो फेस वैल्यू है वही अपना एनपी हो जाएगा, डिवाइड बाय एन अपॉन आरवी प्लस एनपी बाय 2। इससे आपका 8.1% निकल के आएगा डिबेंचर। अभी यहाँ पे इन लोगों ने क्या ये हरकत करी है, कितनी बेवकूफ़ी करी मैं आपको बताऊंगा, रुको। लेकिन अभी ये 8.1% है। ठीक है, ये 8.1 आप यहाँ पे लिखोगे, वेट से मल्टीप्लाई करना, आपके पास बैक निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे हरकत क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो अपना फॉर्मूला निकल के आया था ना, क्या कौन सा लाया था मैंने आपको, क्या था, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। ये जो फॉर्मूला था ना, ये जो मैंने निकाला था, ये जो निकाला था, ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्स सेविंग्स फ्रॉम डेट। ये फॉर्मूला जो बन के आया है, अगर आपने रिविजन वीडियो देखा तो आपको क्लिक कर दिया होगा, ये फॉर्मूला कैसे बन के आया है, वैल्यू ऑफ परपेचुटी के फॉर्मूले से बन के आया है। ये परपेचुटी का फॉर्मूला है। परपेचुटी का फॉर्मूला है, मतलब डेट परपेचुअल है, इररिडीमेबल है, और इन नालायकों ने यहां पे जोश जोश के अंदर रिडीमेबल डिबेंचर्स डाल दिया, और ये दिमाग नहीं लगाया कि हमने जोश जोश में रिडीमेबल तो डाल दिया, क्योंकि वो रिडीमेबल डिबेंचर इस फॉर्मूले को ही नलीफाई कर देगा, फॉर्मूला एक धरा का धरा रह जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। लेकिन नहीं, वहां रिडीमेबल डाला और ये फॉर्मूला अभी भी रिडीमेबल वाला लगा रहे, सिर्फ उसका इंपैक्ट लोगों ने केडी के अंदर लिया यहां पे। तो कौन समझा इन लोगों को, आइडियली नहीं देना चाहिए लोगों को रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल ही होना चाहिए था जैसा बाकी क्वेश्चंस में होता है। ये एमटीपी का है, जो जो उसमें नया पॉइंट डाल दिया, लेकिन चेक करना भूल गए कि उसका इंपैक्ट दूसरी जगह पे भी आने वाला है। ठीक है, लेकिन अपन ऐसे ही करेंगे, अगर एग्जाम में आएगा तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से तो, क्योंकि एग्जाम पेपर के अंदर थोड़ा डिलीजेंस करते हैं कि दिख रहा है कि भाई अलग है ये, तो कैसे हो सकता है। ठीक है, अभी आओ तुम मेरे साथ अगले वाले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। 12 वाला बात पे आते हैं, पहले 13 करते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, Gen 26 की एमटीपी के अंदर आ रखा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चांस है ऐसा कुछ सिमिलर आपके एग्जाम में आ सकता है, सिमिलर इस लाइंस के ऊपर इसका सिमिलर एडजस्टमेंट कुछ आ सकता है। ठीक है, क्या बोला है, कंपनी है वस्तुपाल, वो अभी लेवर्ड कंपनी है, जिसके पास 15% कन्वर्टेबल डेट है 250 लाख का। यूजुअली क्या होता है, अपने एमएम टेक्स के अंदर अपने को दे रखा होता है अनलेवर्ड का वैल्यू, अपन निकालते हैं लेवर्ड का वैल्यू, या उल्टा है, या लेवर्ड का दे रखा है, लेवर्ड से अनलेवर्ड तक पहुंचना है। दैट इन दैट सेंस इट इज अ लिटिल डिफरेंट, सिर्फ सिंपल ही तो है, क्या हो गया, इसके अंदर एक छोटा सा नया एडजस्टमेंट और डाल दिया, वो भी बहुत प्यारा है। ठीक है, हैविंग 15% कन्वर्टेबल डेट ऑफ 250 lakhs इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वस्तुपाल लिमिटेड स्टैंड्स एट 1500 लाख। ये वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म है 1500 लाख, क्योंकि भी उसके पास डेट है। विद द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स इज एट 20%। अब सर ये 20% क्या है, ये ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट लिखा हुआ तो उससे तो केवल लग रहा है, एंड ये कॉमन स्टॉक होल्डर तो इक्विटी वाले होते हैं, उससे के ही लग रहा है, क्या है ये के ही है राजा।
क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे ओवरऑल वर्ड जो है ना, उसका सेंस समझो क्या बोल रहा है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स, यानी सारे जो स्टॉक होल्डर्स हैं इक्विटी वाले हैं उनके लिए एक ओवरऑल रेट ये है, यानी ये के ही है, के ही 20% है। ठीक है, कंसिडरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ये कुछ काम की नहीं, चैट जीपीटी से एक्स्ट्रा लैंग्वेज जो होती है वो कॉपी पेस्ट कर दिए लोगों ने, छोड़ो। Owing to the regulatory norms applicable to Vastupal, the company is planning to become an all equity finance company. ठीक है, करंटली कंपनी प्लान्स टू कन्वर्ट 70% ऑफ डेट टू इक्विटी एंड द बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स। तो कंपनी क्या सोच रही है कि मैं 70% जो मेरा डेट है उसको खत्म कर देती हूँ, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देती हूँ, एंड 3 साल बाद जो बाकी का बचा हुआ डेट होगा उसको भी खत्म कर दूंगी। ठीक है, एंड उसका जो ईबीआईटी वो सेम रहने वाला है जैसा अभी है। ठीक है, एंड सारा जो भी ईबीआईटी होगा, सारा जो भी अर्निंग्स होगा इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो भी है, यानी ई टैश इज इक्वल टू डिविडेंड, वो अपन वैसे भी लेके चलते थे। ठीक है, एंड एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 20%। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2 पार्ट के अंदर। सबसे पहले पूछ रहा है कि जब अपन 70% डेट कन्वर्ट कर देंगे तो उसके अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी हो जाएगी एंड उसके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। दूसरा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगी, उसके ऊपर इंपैक्ट कितना पड़ेगा। तीसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगी, उसके ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। ये पहला पार्ट, जब आपने 70% चेंज कर दिया। देन नीचे पूछ रहा है जब आपने 30% और खत्म कर दिया डेट, तब वो बन जाएगी टोटली अनलेवर्ड कंपनी। टोटली अनलेवर्ड कंपनी, तब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स, जब वो पूरी डेट खत्म कर देगी। तो 2 पार्ट में सॉल्व करना है, पहले 70% डेट खत्म हो जाएगा, देन 30% डेट खत्म होगा, देन 30% और खत्म हो जाएगा, तो 100% खत्म हो जाएगा उस केस में। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपको यहाँ पे दे रखा है वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म दे रखा है 1500 लाख का। ये कैसे निकल के आता है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड प्लस डेट इंटू टैक्स रेट करके, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड प्लस डेट इंटू टैक्स रेट करके। तो अभी वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड अपने पास नहीं है, डेट अभी उसका अपने पास पता है कितना है, टैक्स रेट अपने को पता है कितना है। दैट मीन्स ये 1500 लाख की वैल्यू कैसे निकल गई, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड प्लस 250 लाख का डेट इंटू 20% का टैक्स रेट। तो बस वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड अपना बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। उल्टा इक्वेशन इस बार, तो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड कितना हो जाएगा, 1450 लाख का। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड। अब बनाते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एंड इट्स इंपैक्ट। 70% जब खत्म हो जाएगा तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड आ चुका है 1450 का, इससे वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म निकाल देंगे जब 70% डेट खत्म हो चुका है। तो पार्ट ए, जब 70% डेट खत्म हो गया तो बैलेंस डेट कितना बचेगा, सिर्फ 30% बचेगा। तो 250 का 30% इज 75 लाख। अब 75 लाख का डेट ही है कंपनी के पास में, एंड अपने को चाहिए कि अब कितना वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म होगा। अब वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड में कोई चेंज नहीं आने वाला, उसमें ऐड करेंगे अपन डेट इंटू टैक्स रेट। ठीक है, लेकिन अब जो डेट का अमाउंट है वो चेंज होकर 75 हो जाएगा, पहले 250 का था, अब 75 का रह जाएगा। देखो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड में कोई चेंज नहीं आने वाला, अनलेवर्ड सेम है, डेट के हिसाब से वैल्यू के अंदर चेंज आता जाएगा। तो पहले डेट ज्यादा था तो वैल्यू 1500 लाख की थी, अब डेट कम हो गया है तो अपने को रिवाइज वैल्यू कितनी होगी फिर से निकालनी पड़ेगी, जिसमें कॉमन वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म है वो अपने को निकालने के लिए पिछले वाली इक्वेशन को यूज करना पड़ा था। ठीक है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड इसमें लिख ली प्लस डेट इंटू टैक्स रेट। डेट 75 का होगा इंटू 20% करेंगे तो इससे वैल्यू निकल के आ जाएगी 1465 लाख। वैल्यू कम हो गई, पहले 1500 थी, अभी 1465 हो गई, क्योंकि डेट भी तो कम हो गया ना। डेट की से टैक्स सेविंग मिलती है, डेट बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, डेट कम होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इंपैक्ट कितना आया, 35 लाख का फॉल आ गया वैल्यू के अंदर। सिंपल, फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड इट्स इंपैक्ट। कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले कितना था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा और उसके ऊपर इंपैक्ट कितना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का एकमात्र तरीका क्या होता है, ई टैश अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी करके, ई टैश अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी करके। वैल्यू ऑफ इक्विटी तो मैं सिंपली निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म मेरे पास है, इस वैल्यू ऑफ फर्म में से माइनस क्या कर दूंगा, वैल्यू ऑफ फर्म में से माइनस कर दूंगा वैल्यू ऑफ डेट, जो मेरा बुक वैल्यू के इक्वली रहने वाला है, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट, तो कितना हो जाएगा 1465 माइनस 75 लाख। ये सिंपल निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। ऊपर अपने को क्या चाहिए, ई टैश। ई टैश के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, ई टैश का रास्ता कहाँ से होकर जाता है, ईबीआईटी से होकर जाता है। तो पहले अपने को ई टैश चाहिए, सॉरी पहले अपने को ई टैश के लिए ईबीआईटी चाहिए, यानी अभी जो ईबीआईटी है पहले अपने को वो निकालना पड़ेगा। और अभी का ईबीआईटी निकालने का तरीका मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं देखना यहाँ पे आप क्या दे रखा है, उस वाले पिछले वाले क्वेश्चन में आपको केओ दे रखा था, केओ से अपन ने ईवीआईटी रिवर्स कैलकुलेट करके निकाला था, याद आ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर। कहाँ गया भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ये रहा, अपन ने ईवीआईटी निकाला था बैलेंस शीट फिगर करके। ठीक है, इस वाले के अंदर आपको केओ दे नहीं रखा, आपको के ही दे रखा है। यहाँ पे आपके पास के ही अवेलेबल है, करंट वाला, करंट के ही अवेलेबल है, एंड आपको वैल्यू ऑफ फर्म अवेलेबल आपके पास 1500 लाख का। तो अब केओ जब है ही नहीं मेरे पास,
तो मैं कैसे ईवीआईटी निकालूंगा? तो अपने पास के ही तो अवेलेबल है, के से तो मैं वर्किंग, के से मैं कुछ ना कुछ वर्किंग कर सकता हूँ, वो मैं करूंगा यहाँ पे। कैसे करूंगा? के ही दे रखा है ना 20% का, ये कैसे निकला होगा? अभी जितना ई टैश है वो डिवाइड बाय अभी जितना वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो, ये तो है मेरे पास अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पे ई टैश को एक तरीके से मैं अननोन बोल सकता हूँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी में नीचे डाल दूंगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी में नीचे डाल दूंगा। ठीक है, और ये ई टैश ऊपर आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? करंट वाले से निकाल रहा हूँ मैं, ये करंट वाला 20% है, तो करंट वाला वैल्यू ऑफ इक्विटी मुझे चाहिए। करंट वाला कैसे निकलेगा? 1500 लाख का वैल्यू ऑफ फर्म है एंड 250 लाख का डेट का वैल्यू है। 1500 लाख माइनस 250 लाख, ये आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया। ऊपर आपका ई टैश था। ठीक है, ऊपर आपका ई टैश था। ई टैश को जो मैं चेंज कर दूंगा इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ ईवीआईटी। ई टैश ईवीआईटी से कैसे निकल के आता है? ई टैश ईवीआईटी में से पहले इंटरेस्ट लेस होता है, ईबीटी तक पहुंचते हो, ईबीटी को इंटू 1 - टी करते हो, तब ईएटी तक पहुंचते हो, एंड ईएटी ई टैश होता है। ई टैश की जगह पे अपन ने ये इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट अपने पास है, टैक्स का वैल्यू अपने पास है, नीचे वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन निकाल ऐड कर ही देंगे इसकी जगह पे, बस ईवीआईटी बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा जो आप निकाल के ले आओगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे अपने पास इंटरेस्ट 250 इंटू 15% जाएगा। ये टैक्स रेट लिया अपन ने, नीचे अपना 1250 का अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी गया, ये 20% का ये है। सॉल्व करने पे आपका निकल के आएगा ये सब कुछ, ई बी आई टी इज इक्वल टू 350 लाख। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, आपने नीचे वैल्यू ऑफ इक्विटी डाल दिया, देन आप ई टैश निकाल के लेके आ गए, ई टैश निकाल के लेके आए, देन ई टैश को वापस से रिवर्स कैलकुलेट करके आप ईबीआईटी तक पहुंच गए। करना यही काम होता। यहाँ पे बस एक इक्वेशन में हो गया, आपको दो, अब ई टेस्ट निकालने के बाद आपको दो स्टेप में करना पड़ता है। पहले ई टेस्ट निकालोगे, देन ई टेस्ट से फिर से ईवीआईटी तक पहुंचोगे, काम वही होता। यहाँ पे बस एक स्टेप में हो गया। तो 350 लाख का आपका ईवीआईटी करंटली है, यही बाद में भी कंटिन्यू होने वाला है। ये सॉल्व करने का तरीका एकदम सिंपल था। ये 0.8 है, ये 0.8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 0.8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0.80 ईवीआईटी हो गया। ये 250 इंटू 15% इंटू 0.80 इज 30, 20% एज इट इज है। ये मल्टीप्लाई में ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे अकेले बच जाएगा। ठीक है, 350 लाख का ईवीआईटी हो गया। अपन थे कहाँ पे? अपने को चाहिए था कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, जिसके लिए अपने को नीचे वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए था, जो तो अपना निकल गया था। ऊपर मुझे ई टेस्ट चाहिए था, एंड ई टेस्ट निकालने के लिए मुझे पहले ईवीआईटी चाहिए था। तो ईवीआईटी खोजने के लिए मैं उस इक्वेशन तक गया था। ठीक है, वो मैं निकाल के आ गया ईवीआईटी 350 का। उस 350 लाख को मैं यहाँ रखूंगा, नया वाला इंटरेस्ट अमाउंट डालूंगा, देन टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मेरे पास आ जाएगा क्या? ई टैश। तो ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट फिर से करेंगे, 350 लाख माइनस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अब डेट का अमाउंट 75 का हो चुका है, उसका 15% आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, टैक्स रेट 0.20। इससे आपका ई टैक्स निकल के आएगा 271 लाख का। नीचे आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी 1390 का आया है। सॉल्व करने पर 19.50 का आपका इक्विटी का कॉस्ट आ गया। पहले आपका इक्विटी का कॉस्ट कितना था? 20% का था, अभी हो चुका है 19.50 का। तो आपका फॉल कितना हो गया? 0.50% फॉल हो गया के अंदर। ये सेकंड पॉइंट सॉल्व। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, थर्ड वाला कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, उसका इंपैक्ट बताना है। तो पहले का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे पास नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी के ओ, जिसको अपन निकालते हैं हमेशा वैक के मेथड से, एमएम टैक्स के अंदर वेटेड एवरेज करके निकालते हैं, जो टेबल बनाते हैं पूरी। पुराना वाला मेरे पास नहीं है, क्योंकि पुराने वाले के अंदर के ही दे रखा है, क्यों नहीं दे रखा है। तो पुराने वाले का भी निकालना पड़ेगा, नए वाले का भी निकालना पड़ेगा विद द वेटेड एवरेज का टेबल। तो पहले पुराने वाले का निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या क्या अमाउंट था आपका? टोटल 1500 का था, 250 लाख का डेट है, 1250 का इक्विटी है। ठीक है, यहाँ पे आपने वेट लिख दिया, 4 डेसिमल तक वेट निकाल दिया, 4 तक। कॉस्ट निकालेंगे, इक्विटी की कॉस्ट दे रखी थी 20% की। ठीक है, डेट की कॉस्ट आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है कितना? 15% का। के डी नहीं दे रखा है आपको, तो पहले आपको 15 को आपको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, तब जाके के डी निकल के आएगा। तो इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टी 12%, ये आपका के डी हो गया। ठीक है, वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, इफेक्ट निकल के आ जाएगा। ये पुराना वाला हो गया। सेम इसी तरीके से नए वाले का करोगे, नए वाले के अंदर अमाउंट चेंज हो जाएंगे कि अब वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी हो गई है? 1465 हो गई है। इसमें से 75 का डेट है, 1390 की इक्विटी है। वेट लगाया, कॉस्ट इक्विटी की 19.50 है, डेट की कॉस्ट अभी भी सेम रहने वाली है। मल्टीप्लाई करोगे वेट से, ऐड कर दोगे 19.11, आपकी के ओ निकल के आ जाएगी। तो इसमें कितना चेंज आया? 18.67 से बढ़ गई के 19.11 हो गई, तो 0.44 का राइज हो गया के ओ के अंदर। सिंपल। ये तीनों अपने पार्ट हो गए सॉल्व जब आपने 70% डेट कन्वर्ट कर दिया। पार्ट बी में अपन क्या करेंगे? जब बाकी का 30% भी कन्वर्ट कर दिया आपने, तब डेट जीरो हो जाएगा आपका। पार्ट बी 100% डेट इज कन्वर्टेड, तो डेट जीरो हो चुका है। अब कंपनी एकदम अनलेवर्ड हो चुकी है, और अनलेवर्ड की वैल्यू तो आप पहले ही निकाल के आ चुके हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड तो आप पहले ही निकाल के आ चुके हो ना यहाँ पे। बस ये सेम आपकी कंटिन्यू हो जाएगी अभी भी।
तो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड आपकी 1450 हो जाएगी जो आपने ऊपर निकाल ली। इसके साथ में पूछा था आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का तरीका भी एकदम सिंपल, ई डैश अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी इसी की इक्वल आएगी क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, तो सिर्फ इक्विटी इक्विटी है। 1450 का आपका इक्विटी का वैल्यू, वही वैल्यू फॉर्म हो गया। ऊपर आपको चाहिए ई डैश। ई डैश कैसे निकलता है, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टी। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली ईवीआईटी इंटू वन माइनस टी हो जाएगा। ईवीआईटी कितना है, 350 जो सेम रहने वाला है। टैक्स रेट 1.20, टैक्स रेट 1 माइनस 0.20, तो ये 19.31 निकल के आ गया। सिंपल हो गया सॉल्व। क्या प्यारा क्वेश्चन था ये, मज़ा आ गया होगा, बड़ा बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। लिख के कर लेना प्लीज़ इसको, ठीक है, डाल के जाना कमेंट में। हार्ट हार्ट छोड़ जाना इसके लिए एक कमेंट सेक्शन के अंदर, इस क्वेश्चन के लिए। वस्तुपाल, इतने प्यारे क्वेश्चन पे ऐसे ऐसे नाम क्यों रखते हैं वस्तुपाल, छोड़ो, ऐसे ही नीड्स अपीयर अ ब्रांडिंग डिपार्टमेंट। चलो अभी बनाते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। ये भी ऐसे स्टडी मैट का है। इसके अंदर आपको दो फर्म दे रखी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ठीक है। एन दे रखा है, एन यानी ईवीआईटी। 12% डेट दे रखा है। ए के पास डेट है 54 lakhs का, बी के पास नहीं है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन डेट दे रखा है, इसका नहीं है, इसका 18 है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन डेट बोले तो के ई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 18 बी का के ई है, इसके पास डेट नहीं है, तो उसका क्यू भी तो 18 ही हो जाएगा ना, बी का। के ई 18 है, क्यू भी 18 हो जाएगा क्योंकि इसके पास डेट तो है ही नहीं, एक ही सोर्स है इसके पास, ठीक है। देन आपको बोले डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी अज्यूमिंग नो टैक्सेस एज पर एमएम अप्रोच। पहले नो टैक्सेस से सॉल्व करना है, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। दोनों के लिए मार्केट वैल्यू चाहिए, के ई चाहिए एंड वैक चाहिए। एमएम अप्रोच विदाउट टैक्सेस वाला पहला करना है। पहले बनाते हैं बी लिमिटेड के ऊपर, ठीक है। बी लिमिटेड का केस एमएम विदाउट टैक्स। बी लिमिटेड का केस बहुत सिंपल है, जो के ई इसका 18 है वही इसका के हो जाएगा। तो पहले इसको क्या, के ई इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए, वो दे ही रखा है 18 का, ठीक है। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, वो इसके के ई और के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो दोनों इसका के ओ इज इक्वल टू के ई 18 हो गया, ठीक है, वो सिंपल है। देन आपको चाहिए टोटल मार्केट वैल्यू। टोटल मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, ईबीआईटी डिवाइड बाई क्यू, टैक्स तो है नहीं, ईबीआईटी डिवाइड बाई क्यू कर दो, सिंपल। अब ये नो टैक्सेस वाला है, तो यानी एन वाई भाई के इक्वल है, एन वाई भाई और ये सेम है एकदम, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ईबीआईटी बाई क्यू 18 लाख में 18% इज 1 करोड़। ये हो गया बात बी लिमिटेड की। अब बनाते हैं ए लिमिटेड के ऊपर, ठीक है। ए लिमिटेड की वर्किंग कैसे करोगे, अब देखो एक चीज समझो, क्योंकि अब ये एनवाई है, एनवाई ने क्या बोला था, नॉई, इसका बंदा कौन था, नॉई की, यानी के ओ और के डी सेम रहता है, तो जो के ओ बी का था वही के ओ ए का हो जाएगा। एंड क्योंकि दोनों का ईवीआईटी भी सेम है, तो ईवीआईटी भी इक्वल, के ओ भी इक्वल, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो जो वैल्यू ऑफ फर्म इसका था 1 करोड़, वही सेम वैल्यू ऑफ फर्म ए का भी हो जाएगा 1 करोड़। बट अपन फिर से निकाल के दिखा देंगे। वैक और के ओ इज इक्वल टू के ओ बी लिमिटेड इज इक्वल टू 18%, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईवीआईटी अपॉन के ओ विच इज 1 करोड़, ठीक है। देन और क्या चाहिए था इसको, के ई चाहिए था। के ई कैसे निकलेगा, के ई अलग हो जाता है, के ई कैसे निकलता है, ई टेस्ट अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी करके। ई टेस्ट कैसे निकलेगा इसका, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट। 18 लाख का ईवीआईटी है, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, डेट इसके बाद 54 लाख का, उसका 12% इंटरेस्ट रेट, तो 54 लाख का 12% इंटरेस्ट रेट, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ फर्म अपन निकाल के आ चुके हैं 1 करोड़ का, उसमें से 54 लाख का डेट माइनस कर देना, तो इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी 46 लाख की, ठीक है। सॉल्व करोगे 25.0%, 04% आपका के ई निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये विदाउट टैक्स वाला तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब अपन आते हैं विद टैक्स के ऊपर। अब गलती से भी दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है, दोनों को मिक्स मत कर देना कि अच्छा उसके कंपेरिजन में मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, नहीं 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 नहीं। आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों के अंदर पहले एम एम विदाउट टैक्स से करनी है, देन एम एम विद टैक्स से करनी है, ठीक है। ए और बी का कंपैरिजन करते हुए चलना है आपको उसके रेस्पेक्टिव केसेस के अंदर। जैसे अपन ने यहाँ पे विदाउट टैक्स किया तो अपन ने ए और बी को कंपेयर किया, ठीक है। जब अपन एम एम विद टैक्स में आएंगे तो भी अपन ए और बी को कंपेयर करेंगे। ऐसा मत बोलना कि मैं बी को विदाउट टैक्स एंड बी को विद टैक्स कंपेयर करूंगा, नहीं 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 नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। केसेस मिक्स मत कर देना कि बी को विदाउट टैक्स एंड बी को विद टैक्स कंपेयर कर रहा हूं, नहीं। बी विद टैक्स, ए विद टैक्स से कंपेयर होगी, क्लियर। चलो अब अपन आते हैं विद टैक्स वाले केसेस के अंदर। जब 40% टैक्सेस आ चुका है तो बी वाले के अंदर सेम चीजें निकालनी जो पहले निकालनी थी, बस आपका 40% टैक्स आ चुका है, कोई बात नहीं। पहले अपन किसी अनलेवर्ड की ही निकालेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट अपना अनलेवर्ड ही रहता है। अनलेवर्ड का वैल्यू कैसे निकालोगे, जो इसका के है वही के हो जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है। के 18 है, के भी 18 हो जाएगा।
विद टैक्स के अंदर बिलियन वैक के ओ के 18%। ठीक है, देन आपको चाहिए, इसको चाहिए वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा अभी? ईबीआईटी इंटू 1 - टी अपॉन के ओ। अभी 1 - टी करना पड़ेगा क्योंकि अब टैक्स आ चुका है बाई के ओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60 लाख का। पहले 1 करोड़ का था, अभी 60 लाख का हो चुका है। ठीक है, देन के ई तो 18% का जो दे रखा है वही रहने वाला है। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ फर्म आ चुकी है। अब अपन आते हैं ए लिमिटेड के ऊपर। ए लिमिटेड के ऊपर जो लेवर्ड है, लेवर्ड का वैल्यू अनलेवर्ड के थ्रू निकलता है, तो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड प्लस डेट इंटू टैक्स रेट करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड प्लस डेट इंटू टैक्स रेट करना है। जो 60 लाख वैल्यू ऑफ लेवर्ड अनलेवर्ड है, 10 इंटू टैक्स रेट कर देंगे, 54 लाख इंटू 40%, तो ये हो जाएगा 81,60,000। ये हो गया वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म। वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म। और क्या चाहिए इसको? के ही चाहिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। के ही कैसे निकलता है? ईटेश अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। ईटेश अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। ईटेश कैसे निकलेगा? ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - टी। नीचे वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, ईवीआईटी पता ही है 18 लाख का, इंटरेस्ट निकाल लोगे, पहले भी था इसमें भी था, टैक्स रेट लिया। वैल्यू फॉर्म 8160 की, वैल्यू ऑफ डेट सेम रहने वाला है जो बुक वैल्यू है। सॉल्व करके 25.04 इसका भी आ जाएगा। अब लास्ट को चाहिए वैक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके लिए अपने को वैक निकालना पड़ेगा क्योंकि एमएम अप्रोच विद टैक्स में बना चुके हैं, तो इसके लिए अपने को वैक निकालना पड़ेगा। इक्विटी लिया, डेट लिया, इक्विटी का वैल्यू, डेट का वैल्यू, वेट आ जाएगा 4 डेसिमल तक। कॉस्ट इक्विटी की 25.04 अभी निकाली। केडी के लिए अपने को पहले इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टी करना पड़ेगा। केडी कितना है इसका? 12% है। 12% इंटू 1 - टी, 12% इंटू 1 - टी 7.2%। इंटरेस्ट रेट 12% क्वेश्चन में दे रखा है, 12% डेट लिखा हुआ है, तो 12 इंटू 1 - टी 7.2। वो 7.2 यहाँ पे डाला, वेट इंटू कॉस्ट किया, वेट निकल के आ जाएगा 13.23 का। ये सॉल्व हो गया। लिख के कर लेना प्लीज, लिख के कर लेना। वो मैंने जो बोला ना, वो कंफ्यूजन अवॉइड मत करना कि बी को ए और बी से खत्म करना है मुझे, बी को ए और बी के ही मुझे विद टैक्स विदाउट टैक्स कंपेयर करना है, नहीं वो मत करना। ठीक है, चलो यहाँ तक का काम अपना हो गया। इसके साथ में अपना ये वाला अप्रोच खत्म हो जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन बच गया है जो आपको दिखा के इसको अपन रैप अप कर लेते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये मेड इन आरटीपी का है। इसके अंदर क्या बोला? दो कंपनी है पी एंड क्यू जो आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग रिस्पेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर डेट एंड इक्विटी। डेट इक्विटी कॉम्बिनेशन को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम है। कंपनी पी के पास 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 18 लाख, वाइल कंपनी क्यू इज अनलेवर्ड। ठीक है, इसके पास 10% डिवेंचर्स है 18 लाख के, जबकि कंपनी क्यू जो है वो अनलेवर्ड है। कंपनी क्यू अनलेवर्ड है, कंपनी पी लेवर्ड है। Both the companies earn 20% before interest and taxes on their total assets of 30 lakhs. Before interest and taxes यानी EBIT। दोनों कंपनीज EBIT कमाते हैं 20% का 30 लाख के ऊपर। तो इसका 20% कितना हुआ? 30 लाख का 20% 6 लाख। तो यानी EBIT कितना हो गया? 6 लाख का हो गया। Assuming a tax rate of 50% and a capitalization rate of 15% from an all equity company। all equity कंपनी का कैपिटलाइजेशन रेट 15% है। वो कौन सी कंपनी है? क्यू है। क्यू है नहीं, क्यू, क्यू का है के ई इक्वस टू के ओ इक्वस टू 15%। ठीक है, क्योंकि के ओ के ई क्यू जो कंपनी है तो अनलेवर्ड है, तो उसका के ओ इक्वल हो जाएगा 15%। अब आगे क्या बोल रहा है आपको? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंपनीज पी एंड क्यू यूजिंग नेट इनकम अप्रोच एंड एनओआई अप्रोच। अब नेट इनकम अप्रोच अपन करके आए हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर नेट इनकम अप्रोच लगी नहीं थी। मैंने वो कहा था उसमें लगी नहीं नेट इनकम अप्रोच अभी तक, वो बिना उसके सॉल्व हो चुकी है। एंड एनओआई सॉल्व करना है। तो अब अपने को इसमें दोनों अप्रोचेस लगानी है। दोनों अप्रोचेस का बेसिक प्रिंसिपल समझ लो क्या होता है। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच क्या बोलती है? नेट इनकम अप्रोच बोलती है कि इसका नेट इनकम अप्रोच का बंदा कौन है, पहले तो बंदा समझो। नेट इनकम अप्रोच का बंदा कौन है? नेट इनकम के लिए अपन बोलते हैं नी को, नी को नोई की, नी को नोई की। तो नी को यानी नेट इनकम का बंदा कौन है? को है। को यानी केओ, यानी केओ को ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है मूव होने की, बाकियों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती। तो बाकी के किरदार कौन होंगे? के डी और के ई, वो रहने वाले हैं कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी आप जितना भी डेट ले लो, के डी और के ई में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो अब मुद्दा क्या हो गया समझना। ठीक है, जो आपकी ये कंपनी है क्यू, क्यू का के ई है 15% का, ये सेम 15% का के ई पी का भी हो जाएगा। ठीक है, ये सेम के ही 15% का पी का भी हो जाएगा। एन पी का अपने पास डेट का रेट तो दे ही रखा है 10% का, इससे अपने निकल के आ जाएगा। कैसे वर्किंग करनी है देखो, नेट इनकम अप्रोच की वर्किंग करते हैं। सबसे पहले कंपनी पी एन क्यू। ठीक है, क्यू का वर्किंग करना बहुत सिंपल है। 6 लाख का इसका ईवीआईटी है। ठीक है, 6 लाख की ईवीआईटी में से इंटरेस्ट कुछ आएगा नहीं, इसका यही 6 लाख का ई टैक्स हो जाएगा, सर ईवीटी हो जाएगा। ईवीटी में से टैक्स माइनस होगा सबसे पहले, क्योंकि इसमें टैक्स भी है कितना 50% का।
वैसे टैक्स माइनस होगा, आपका 3 लाख का ई टैक्स बचेगा। ई टैक्स 3 लाख का बचा, उसको डिवाइड कर देंगे के ई से, तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। 15% के डिवाइड के वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। यही वैल्यू ऑफ फर्म भी है, क्योंकि वैल्यू ऑफ डेट 0 है, तो यही वैल्यू ऑफ फर्म भी है। ठीक है, ये वही वर्किंग कर रहे हैं अपन जो अपन ने वहाँ पे करी थी एम अप्रोच के अंदर, जो अपन ने वैल्यूएशन ऑफ फर्म निकाला था, बिल्कुल वैसे ही करने वाले। 6 लाख का ईवीआईटी लिया पी का, इसके पास इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है इसके पास, 10 लाख के, इसके 18 लाख के डेट पे 10% है, तो 1,80,000 इसका इंटरेस्ट हो गया। माइनस करके बचा 420 का ईवीटी, उसमें टैक्स परसेंट 50% का लेस हुआ, ई टैक्स आ गया 210 का। ठीक है, के ई मैंने क्या बोला, जो इसका के ई था वही के ई इसका भी हो जाएगा, क्योंकि क्या बोलती है नी को फ्लेक्सिबिलिटी मूव करने की, को फ्लेक्सिबिलिटी मूव करने की के डी और के ई सेम रहने वाले हैं। तो जो के इसका है 15%, वही सेम इसका के 15% हो जाएगा। ठीक है, तो 15% डिवाइड करने पे वैल्यू ऑफ इक्विटी 14 लाख की आ जाएगी। 14 लाख की ई आई, वैल्यू ऑफ डेट 18 लाख का दे रखा था, तो वैल्यू ऑफ फर्म 32 लाख की इसकी टोटल हो जाती है। सिंपल, समझ में आ गया आपको। ये अपना नेट इनकम अप्रोच सॉल्व हो चुकी है। इसका मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो आपको मैंने अक्रॉनिम बना के दिया ना, स्टोरियाँ बना के दिया ना, इससे सब कुछ एकदम सिंपल हो जाएगा आपके, खत्म ही का सारा कन्फ्यूजन। ठीक है, तो नी को हो गई, नोई के अंदर अपन आते हैं तो नोई की हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नोई की नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा समझना, क्योंकि ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। लेकिन अपन ने क्या बोला था, एनओआई और एमएम भाई, ये दोनों अपने, ये दोनों एक ही टीम में हैं और अपने बंदी बंदी शेयर करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही टीम में हैं। बात करी थी अपन ने, इनका सेम ही था ना, ये दोनों एक ही टीम में हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से एमएम भाई के पास जब टैक्स नहीं था तो वो एनओआई के साथ था, फिर एमएम भाई के पास जब टैक्स आ गया तो वो चेंज हो गया, तो क्या एनओआई चेंज नहीं हो जाएगा जब उसके पास टैक्स आएगा? तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा ना। जैसे एनओआई एंड एमएम, ये दोनों एक थे जब विदाउट टैक्स था, इन दोनों का सेम ट्रीटमेंट होना था। जब एमएम विथ टैक्स हुआ तो ये अपने इससे डिफरेंट हो गया। उसी तरीके से एनओआई के अंदर भी अगर विथ टैक्स आएगा तो वो भी तो अपने इस वाले से डिफरेंट हो जाएगा ना। दोनों विदाउट टैक्स में एक ही टीम में रहेंगे, दोनों विद टैक्स में भी एक ही टीम में रहने वाले, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बोलते हैं अपना ही भाई, अपना ही भाई, अपना ही बंदा है। सही बोल रहा है वो। ठीक है, तो अभी एनओआई विथ टैक्स इज सेम एज एमएम अप्रोच विथ टैक्स। क्लियर? तो यहाँ पे कितना अपन को बेसिकली लगाना, क्या एमएम विथ टैक्स ही लगाना है। एमएम विथ टैक्स ही लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है, एमएम विथ टैक्स का तरीका क्या होता है, पहले वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड निकालो, उससे वैल्यू ऑफ लेवर्ड निकल के आएगी। तो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड तो सब अपनी बहुत सिंपल है, के अपने को दे रखा है 15% का। ठीक है, जो आपने यहाँ निकाली थी ना वही निकल के आएगी, कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, आ जाओ वैल्यू ऑफ फर्म क्यों निकालो सबसे पहले, ई वी आई इंटू 1 - टी अपॉन के ओ करके। ई वी आई इंटू 1 - टी 6 लाख इंटू 1 - 0.50। ठीक है, डिवाइड बाय के ओ, के ई 15% का आ गया 20 लाख की वैल्यू, सेम आई, कोई डिफरेंस नहीं है। वैल्यू ऑफ फर्म पी क्यू के रास्ते से निकल के आएगी। वैल्यू ऑफ फर्म भी ऐसे कैसे कैसे निकल के आएगी, पहले वैल्यू ऑफ फर्म क्यू लो, उस पर ऐड कर दो डेट इंटू टैक्स रेट, उस पर ऐड कर दो डेट इंटू टैक्स रेट। तो डेट इसके पास कितना है, 18 लाख का है, 18 लाख का, और टैक्स रेट कितना है 50% का, 18 लाख इंटू 50% 9 लाख, इसकी वैल्यू हो जाती है 29 लाख की। सिंपल, खत्म। अब आईसीआई का सोल्यूशन देखोगे, उसने बहुत बसड़ मचा रखी है इसके अंदर, आरटीपी का अगर देखोगे तो, बुक में भी देखोगे तो बहुत बसड़ मचा रखी है, मेरी बुक में ही गलत, मतलब आंसर सेम है, आंसर सेम है, लेकिन जिस तरीके से लेके आए वो बहुत गंदा है। ये सिंपल तरीका है, ऐसे करो, मार्क्स पूरे मिलेंगे तुमको। ठीक है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। चलो अब अपन आते हैं, चुनिंदा कुछ आखिरी के क्वेश्चन है जो जिसमें अपनी आखिरी वाली अप्रोच इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच की कहानी एकदम सिंपल सी है। ठीक है, क्योंकि जब ये रेस, ये जब ये बात, जब ये पूरी किट्टी पार्टी हो रही थी एंड ये लोग अपने अपने बंदे बंदी डिस्कस कर रहे थे कि हमारा ये अंदा, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये, तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने बोला आई एम आउट, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं किसी को ये फ्रीडम नहीं देती, मेरे साथ सब मूव कर सकते हैं, इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। ठीक है, तो इसका साथ कॉम्प्लिकेटेड मैटर, इसका कोई बंदा बंदी नहीं है, ये सबको फ्रीडम देती है, जिसको जहां मूव करना मूव करे। तो ऐसे केसेस के अंदर अपने को बेस्ट अप्रोच कैसे निकाल के दिखानी है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अपन बेस्ट अप्रोच निकाल के दिखाएंगे जहां पे केओ मिनिमम हो जाएगा, बिकॉज जहां पे केओ मिनिमम वहीं पे वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम, ये मिनिमम होगी, ये वैल्यू फॉर्म मैक्सिमम हो जाएगी। तो अपने को ढूंढना है वो वाला प्लान जहाँ पे केओ मिनिमम आ जाता है। तो यहाँ पे कोई सिस्टम ही खत्म हो गया, क्योंकि अपने को कुछ एक्सेप्शन, अपने को एजम्पशन लेने ही नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कोई एजम्पशन है ही नहीं, सब मूव कर रहे हैं तो क्या एजम्पशन। ठीक है, तो आपको दीपा लिमिटेड दे दी है, जैन 26 का एग्जाम है ना, ये दीपा लिमिटेड है, इसका ईवीआईटी दे दिया है 60 लाख का। द कंपनी इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ डेट इनटू इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी तक डेट नहीं है, अब डेट लेके आएगी कंपनी।
द डिटेल्स ऑफ द अल्टरनेटिव डेट ऑप्शन अलॉन्ग विद द करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर गिवन बिलो। ये आपका डेट आएगा ऑप्शन 1 2 3 4। इसमें कॉस्ट ऑफ डेट इतना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना हो जाएगा। जैसे जैसे डेट बढ़ता जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ता जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ता जाएगा। कोई असम्पशन ही नहीं, खत्म करो, कोई असम्पशन नहीं लेने का, सब दे रखा होगा। वहां पे तो सोचना पड़ता है कि अच्छा ये कॉमन होगा, ये कॉमन होगा, ये कॉमन होगा, ये सेम रहेगा, ये सोचना ही नहीं है। सब मूव कर रहे हैं, अपन भी मूव कर देते हैं, चलो निकले। देन अज्यूमिंग दैट द कंपनी ऑपरेट्स इन जीरो टैक्स रिजीम, तो टैक्स नहीं है इसमें। और सिंपल आपको बोल रहा है विच ऑप्शन ऑफ द डेट फाइनेंसिंग इन द कैपिटल स्ट्रक्चर वुड यू रिकमेंड एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाई। नहीं सॉरी वाई नहीं है, ये थ्योरी है, मेरे को पता नहीं जो जिसने वाई कहाँ से दिख गया। ठीक है चलो, तो अपने को क्या करना है, अपने को केओ निकालना है, केओ मिनिमम करना है। जहाँ केओ मिनिमम वहाँ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम। केओ कैसे निकालेंगे, देखो केओ निकालने के मल्टीपल तरीके होते हैं। ठीक है, ईवीआईडी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, ये पहला तरीका केओ निकालने का। ठीक है, अपन ये वाला फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि जो दूसरा तरीका है उसके अंदर वैल्यू ऑफ फर्म तो चाहिए ही होता है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस के डी इंटू वेट ऑफ डेट, आपको पता ही है। ये निकालने के लिए भी, वेट निकालने के लिए भी वैल्यू ऑफ फर्म तो वैसे भी चाहिए ही होता है ना, चाहिए होता है ना। तो जब ये चाहिए ही मुझे उसके लिए, तो मैं इससे से कर लेता हूँ ना। जब यहीं से जाना है तो यहीं पर रुक जाओ, उसके लिए जब यहीं तक जाना है तो उससे यहीं पर रुक जाओ। ठीक है चलो, तो 60 लाख का ईवीआईटी अपना कैसे निकालेंगे अपन, वैल्यू ऑफ फर्म, ईवीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म करेंगे। तो अपने को पहले वैल्यू ऑफ फर्म खोजनी है। वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर देखो मैटर एकदम सिंपल है, डेट की बुक वैल्यू इसकी मार्केट वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू ऑफ डेट हो गया। इसमें अपने को ऐड करना है वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो अपने पास वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ प्लस डेट, वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आएगी। तो अपने को वैल्यू ऑफ इक्विटी खोजना है। वैल्यू ऑफ इक्विटी खोजने का क्या तरीका होगा, ईवीआईटी से लेके पहले ई टेस्ट तक पहुंचेंगे, ई टेस्ट से के ई डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। तो डेट के अंदर अपने को ऐड करना है वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, ई टेस्ट बाय के ई, जो भी मैंने पिछले वाले में करा था, जो अपन एमएम अप्रोच के अंदर भी कर रहे थे। ई टेस्ट अपन वैल्यू ऑफ ई टेस्ट अपन के से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल रही थी, बस वैसे ही करना है। ठीक है, तो सारे लेवल्स पकड़ लिए अपन ने, 4 लेवल पकड़ लिए, 4 अपन ने ऑप्शन बना दिए। सब में ईवीआईडी सेम है, 60 लाख 60 लाख 60 लाख जो ऊपर दे रखा है, उसमें से माइनस करेंगे रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये आपका डेट अमाउंट है इंटू के डी, डेट अमाउंट इंटू के डी, डेट अमाउंट इंटू के डी, डेट अमाउंट इंटू के डी। तो बस वही क्या यहाँ पे सबके इंटरेस्ट निकाल दिए, माइनस करने के बाद अपने पास ईवीटी आ गया। यही ईवीडी है, यही ईएटी है, यही ई टैश है, क्योंकि टैक्स कुछ नहीं, प्रेफरेंस कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, यही टैश है। इसको डिवाइड कर देंगे के से, अपने पास आ जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ इक्विटी। डिवाइड कर दिया के से, आपको दे रखा 12 15 16 16, 12 15 16 16, तो आपने इसे डिवाइड कर दिया इससे, अपने पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। इसमें वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, ये वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। अब ईवीआईटी को डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ फर्म से, तो अपने पास केओ निकल के आ जाएगा। ठीक है सिंपल, ये ए में ईवीआईटी था, ये बी में वैल्यू ऑफ फर्म है। कैलसी पे करने वाला क्वेश्चन है, कैलसी पे निकालना तुम तो। ठीक है, अब देखो आइडियली जहां वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम आ गया वो प्लान वैसे ही बेस्ट हो गया, केओ निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे को चाहिए केओ, तो अपन केओ भी निकाल के दिखाएंगे। रुक मत जाना, वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम आ गया ना, चलो ये बेस्ट हो गया, नहीं नहीं नहीं, वैल्यू ऑफ केओ भी निकाल के दिखा देना। ठीक है, केओ इज लोएस्ट एंड वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम इन ऑप्शन 1, हेंस द कंपनी शैल सिलेक्ट द सेम। देन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ये मई 21 आरटीपी का है। कंपनी है, उसका नेट ऑपरेटिंग इनकम 5 लाख का है, यानी ईवीआईटी। ठीक है, एंड टोटल कैपिटलाइजेशन उसका दे रखा है, यानी टोटल कैपिटल उसकी दे रखी है कितनी, टोटल कैपिटल दे रखी है 50 लाख की। ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू इंट्रोड्यूस डेट फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड हैज वेरियस ऑप्शंस फॉर द सेम। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेट वैल्यू। क्या ये अपन डेट लेके आएंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इतना हो जाएगा एंड के इतना हो जाएगा, सिमिलर टू द प्रीवियस वन, वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, अज्यूमिंग नो टैक्स एंड दैट द फर्म ऑलवेज मेंटेन्स बुक्स एट बुक वैल्यू। ये क्या चीज़ है, टैक्स देखो नहीं है जो पहले भी था, लेकिन यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे दी है कि फर्म ऑलवेज मेंटेन्स बुक्स एट बुक वैल्यूज। इसका मतलब इसको ढंग से लिख के देना चाहिए था इन लोगों को, ढंग से लिखा नहीं है लोगों ने, डू कैलकुलेशंस एट बुक वैल्यू। इसका मतलब ये है हम लोग बुक मेंटेन करते हैं बुक वैल्यूज पे, मार्केट वैल्यूज का जिक्र नहीं है, मार्केट वैल्यूज हमें मतलब नहीं है। तो आप भी जो कैलकुलेशन करो बुक वैल्यूज के ऊपर करो, मार्केट वैल्यूज के ऊपर मत करो।
ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेट टू बी एम्प्लॉयड बाय द फर्म एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। सबसे पहला पार्ट तो ये है। अब इसमें पिछले वाले में फ़र्क क्या हो गया, चीज़ समझना। पिछले वाले में फ़र्क ये हुआ कि जैसे जैसे आपका डेट का अमाउंट चेंज हुआ, तो वैसे वैसे आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज हुआ एंड आपका वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज हुआ। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ये वैल्यू ऑफ इक्विटी कौन सा वाला है? ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। ठीक है, बुक वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बुक वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज कर रही है जैसे जैसे डेट के अंदर चेंज आता जा रहा है। ठीक है, जैसे आप डेट बढ़ाते जा रहे हो तो आपका इक्विटी का वैल्यू गिरता जा रहा है क्योंकि उनको रिस्क महसूस हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है बुक वैल्यूज के ऊपर करनी है। बुक वैल्यूज का मतलब जो बुक के अंदर वैल्यू चल रही है ना, उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, मार्केट की तरफ देखना भी नहीं है आपको। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आपकी टोटल बुक वैल्यू तो हमेशा 50 लाख की होगी। आपकी टोटल कैलकुलेशन अभी कितनी है? 50 लाख की, ये बुक वैल्यू है। यानी आपकी टोटल बुक में अभी बुक वैल्यू जो है इक्विटी की 50 लाख की है। अब ये 50 लाख की कैपिटल आप हमेशा ही मेंटेन करोगे। जैसे ही आपके पास डेट आएगा 5 लाख का, आप इक्विटी कम कर दोगे, 50 लाख की हो जाएगी आपकी। जैसे आप 10 लाख का डेट लेके आओगे तो आपकी इक्विटी और कम होकर 40 लाख की हो जाएगी। जैसे आप 15 कर दोगे तो इक्विटी और कम कर 35 हो जाएगी। तो बुक वैल्यू तो सेम रहने वाली है ना, इक्विटी की मार्केट वैल्यू चेंज होती है रिस्क की वजह से, बुक में तो सेम ही वैल्यू है ना। तभी तो मैंने आपको बताया था वहां पे, वो ध्यान है क्वेश्चन एमएम अप्रोच वाला। कौन सा वाला है? आ जाओ, ये इधर इधर इधर। ये मैंने आपको उसमें क्या बोला था, ये जो 25,000 लाख वाला था, आपको मैंने क्या बोला था कि सर देखो 5,000 का मैंने शेयर्स कम कर दिए, 5,000 का डेट लेके आ गया, तो वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम मेंटेन हो गया 50,000 लाख की। 5,000 का इक्विटी कम हुआ, 5,000 का डेट आ गया, तो 50,000 लाख तो वैसे ही मेंटेन हो गई। नहीं, बुक वैल्यू 50,000 लाख ही थी, लेकिन वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज हो गई। देखा, बुक का वैल्यू तो देखो, बुक डेट का वैल्यू तो 5,000 लाख की है, ये चेंज क्यों हुई? क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज हो गई। वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज होने से वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज हो गई। बुक वैल्यू तो 50 लाख 50,000 लाख की है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। बस वही चीज है यहाँ पे बोल रहा है, बुक वैल्यू सेम मेंटेन करनी है अपने, बुक वैल्यू पे अपने को वर्किंग करनी है। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर बुक वैल्यू मुझे सेम मेंटेन करनी तो 50 लाख की पहले भी थी, 50 लाख की अभी भी होगी, हर हर एक के अंदर 50 लाख की होगी। तो अपने को फिर से वर्किंग करने का जरूरत ही नहीं है। ये डेट का वैल्यू बैलेंस से फिगर आपका इक्विटी का वैल्यू हो जाएगा। तो आपके पास बहुत इजीली वेट ऑफ डेट वेट ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म तो यही है 50 लाख। ये इससे वेट ऑफ डेट निकल के आ जाएगा, बैलेंस से फिगर में आपका वेट ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगा। तो सिंपल के डी इंटू वेट ऑफ डेट प्लस के इंटू वेट ऑफ इक्विटी करो, खत्म काम। ठीक है, ये डेट वैल्यू 5 लाख का है, इसमें आपका वेट ऑफ डेट कितना हो गया, डेट अपॉन टोटल 5 लाख बाय 50 लाख, 0.1 का वेट ऑफ डेट हो गया, वेट ऑफ इक्विटी 0.90 का हो गया। ठीक है, 10 लाख का है तो 10 लाख बाय 50 लाख, 0.20 का वेट ऑफ डेट हो गया, तो बैलेंस फिगर में आपका 0.80 वेट ऑफ इक्विटी हो गया। सेम इस तरीके से आपका हर लेवल वेट ऑफ डेट निकलेगा, वेट ऑफ इक्विटी निकलेगा। सिंपल, वेट ऑफ डेट आ गया, वेट ऑफ इक्विटी आ गया। के डी और के ई क्वेश्चन में दे रखा है, के डी और के ई क्वेश्चन में दे रखा है। ये इंटरेस्ट रेट है लेकिन यही के डी हो जाएगा क्योंकि टैक्स रेट है ही नहीं, कुछ भी टैक्स है ही नहीं। तो के डी के आपके पास अवेलेबल है। तो सिंपल करो, के डी इंटू वेट ऑफ डेट करो, के इंटू वेट ऑफ डेट करो, खत्म करो, बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई मेहनत है ही नहीं। पिछले वाले के अंदर तो वर्किंग करनी पड़ी थी अपने को, यहाँ पे करनी नहीं पड़ी क्योंकि बुक वैल्यू सेम, बुक वैल्यू पे करनी सारी वर्किंग। तो जिसका लोवेस्ट आएगा के ओ, उसको चूज कर लेंगे 9.77। सिंपल, ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में बोल रहा है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इफ एमएम अप्रोच इज फॉलोड। अगर एमएम फॉलो करेंगे तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना होगा? एमएम बोले तो नॉई, नॉई, नॉई का क्या होता है, नॉई की, यानी के ई मूव कर सकता है एंड के डी और के ओ सेम रहेगा। तो आइडियली नॉई अप्लाई होने के लिए के ई तो चेंज होगा, के मुझे निकालना है, लेकिन के डी और के ओ मुझे सेम मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन ये नारायकों ने जो डेटा दिया उसके अंदर के डी भी चेंज कर रहा है एंड स्टिल हमको बोल रहे हैं ये लोग कि एमएम अप्रोच फॉलो करो। तो नालायकों, अगर तुम्हें एमएम अप्रोच फॉलो करानी थी तो एटलीस्ट इंटरेस्ट को तो सेम रख देते, क्योंकि उसका बेसिक अजम्पशन ही वही है कि के डी सेम रहेगा। लेकिन लोगों ने सेम नहीं रखा, फिर भी बोल रहे हैं कि एमएम लगाओ। कोई बात नहीं, लगा देंगे मजबूरन। आइडियली एमएम की फीलिंग यहाँ पे हर्ट हो गई है ना, लेकिन फिर भी अपन करेंगे एमएम से सॉल्व। ठीक है, क्योंकि केडी चेंज हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे अपन के फिर भी। कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास ये इंटरेस्ट रेट है, ये केडी है, के अपने को नया वाला निकालना है, अपन इसको नहीं मानेंगे, ये तो कंपनी ने दिया है। एमएम के हिसाब से के कितना निकलेगा अपने को वो चाहिए, ये अपने पास केडी है। ठीक है, और एमएम क्या बोलता है, के ओ और केडी सेम रहने वाला है। ठीक है, के ओ सेम रहने वाला है ना, के ओ सेम रहने वाला है, तो के ओ हर प्लान पे सेम रहेगा। एक काम को सबसे पहले के ओ निकाल लो, के ओ कितना होगा अभी कंपनी का,
अभी कंपनी का केओ कितना है? अभी कंपनी का केओ है 10% का, क्योंकि अभी डेट जीरो है, ठीक है, ऑल इक्विटी है, एंड अभी कंपनी के पास डेट कुछ भी नहीं है। अभी कंपनी का के चल रहा है 10% का, वही कंपनी का केओ भी हो जाएगा। अभी कंपनी का केओ कितना है? 10% का है। क्लियर? अभी कंपनी का 10% का केओ है। आप चाहो तो फिर से निकाल सकते हो। कैसे? ये आपका ईवीआईटी, ये डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। ईवीआईटी बाय वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो जाएगा? केओ हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ठीक है, तो आपका केओ कितना है? 10% का। वो सारे प्लान्स के अंदर आपका केओ 10%, 10%, 10% ही रहने वाला है। अब ये केओ की वर्किंग अपन कैसे करेंगे? के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस के डी इंटू वेट ऑफ डेट। अब एक चीज नोटिस करना, के डी आपके पास अवेलेबल है जो क्वेश्चन में दे रखा है। वेट ऑफ डेट आपने अभी अभी निकाला फर्स्ट वाला पार्ट को सॉल्व करने के लिए। वेट ऑफ इक्विटी आपने अभी अभी निकाला फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। केओ सारे प्लान में सेम हो जाएगा। के ई आपके पास अननोन बचेगा, तो क्या के ई बैलेंस फिगर नहीं निकल के आ सकता? सब कुछ अवेलेबल है तो के बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा ना। बस वैसे सॉल्व करना है इसको अपने को। तो अपन क्या करेंगे पार्ट टू के अंदर, केओ अपना, के विल बी बैलेंसिंग फिगर एंड केओ विल रिमेन 10%। तो अपन क्या करेंगे, वेट ऑफ डेट वेट ऑफ इक्विटी अपन ने वही पहले पार्ट वाला लिख दिया, ठीक है। एंड केओ का अपन ने फॉर्मूला लिखा कि कैसे के डी इंटू वेट ऑफ डेट प्लस के इंटू वेट ऑफ इक्विटी निकलेगा। हर एक के अंदर अपन ने वैल्यूज डाल दी, सिर्फ के को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज अपन ने डाल दी, ठीक है, बाकी सब वैल्यूज अपन ने डाल दी। एंड के को बैलेंसिंग फिगर निकाल के यहाँ पे लिख देना। कोई दो खोल लेते हैं अपन सॉल्व। जैसे ये 6 इंटू 0.20 है, ठीक है, ये 6 का के डी है, इस लेवल के ऊपर 10 लाख के ऊपर के डी दे रखा है 6% का, 10 लाख के ऊपर 6% का दे रखा है, ठीक है, 15 लाख पे 6.2 का दे रखा है, तो वही 15 लाख पे के डी 6.2 हो जाएगा। एंड इसका वेट 0.30 है, के नहीं मालूम, वेट ऑफ इक्विटी 0.70 है, ठीक है। तो ये 6.2 इंटू 0.0 कितना होता है? 6.2 इंटू 0.30 इज 1.86, ठीक है, ये 1.86 यहाँ पे आएगा और यहाँ बचेगा के ई इंटू 0.70। अब आप क्या करोगे, इस 1.86 को 10 में से माइनस करने ले जाओगे, ठीक है। देन ये के निकालने के लिए आपको 0.7 को नीचे डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, 0.7 को डिवाइड में लेके चले गए तो आपके आ जाएगा 11.63 का के अप्रॉक्सीमेटली। अब एक एक चीज दिखानी नहीं है अपने को, एक एक वर्किंग अपने को दिखानी नहीं है, डायरेक्टली आप ये यहाँ पे इक्वेशन डाल के को बैलेंस फिगर दिखा सकते हो। एग्जाम के अंदर भी ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। के आपने ऐसे निकाल लिया, आपके पास 11.63 निकल के आ जाएगा एंड आपका ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, आईसीआई ने जब एमएम विद टेक्स्ट फॉलो होता है उसके अंदर आईसीआई ने के ई की एक बहुत ही गंदी सी बसड़ वाली इक्वेशन दे रखी है जो आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने अभी तक एमएम रोज के विद टेक्स्ट के सारे अपन ने अपनी जो बेसिक इक्वेशन स्टार्टिंग से लेकर अंत तक यूज करते आ रहे हैं वही यूज करी है। अपन ने एक भी नई इक्वेशन नहीं निकाली। जो एक के की बहुत ही गंदी वाली इक्वेशन आईसीआई की दे रखी है वो अपन ने यूज नहीं करी, बिना उसके अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, सारे आंसर अपने आईसीआई से मैच कर रहे हैं। तो आपको वाली इक्वेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके आपके सारे आंसर निकल के आ जाएंगे ना, सही निकल के आ रहे तो आपको क्यों इतनी इक्वेशन याद करनी है? तो मैंने ना तो वो क्लास में बच्चों को बढ़ाई है, बस बता दिया है कि अच्छा इक्वेशन है, देखना देख सकते हो, लेकिन हम उसके बिना ही सॉल्व करते हैं। दैट इज व्हाट आई ऑल्सो रिकमेंड कि बिना उसके सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आसान रहेगा चैप्टर। कितनी इक्वेशन याद करोगे, थ्योरियां याद करो ना, कौन रोक रहा है तुमको? ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एंड ये ऐसे स्टडी मैट का है, लेकिन स्टडी मैट में दे रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, ये है कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये, लेकिन दे रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। तो मैं इसको कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद ही कराता हूँ क्योंकि तभी आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। क्या है, कल्याणम लिमिटेड है, कल्याणम मतलब शादी को साउथ में कल्याणम बोलते हैं। तो चलो हाँ, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 34,50,000। ये नंबर इनका फेवरेट है शायद, 34,50 बार बार आ रहा है, पहले भी आया था ध्यान। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया 34,50 लाख का, 34,50 का 3 जगह आया है 34,50, इतना मुझे ध्यान है। चलो ठीक है। एन हैज एम्प्लॉयड, हाँ सर पहले ये कर लो आप चलो, एन हैज एम्प्लॉयड डेट विच गिव्स टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 7,50,000। उसके पास डेट है जिसका इंटरेस्ट आता है 7.5 लाख का, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट बचेगा, माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई टच आ जाएगा, अगर टैक्स रेट नहीं है तो। द फर्म हैज एन एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ 16% एंड 80% रिस्पेक्टिवली, ठीक है, के भी दे दिया। द फर्म हैज अ न्यू प्रपोजल बिफोर इट विच रिक्वायर्स फंड्स ऑफ रुपीज 75 lakhs एंड इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 14,25,000। अब एडिशनल प्रॉफिट का मतलब क्या है? इसका मतलब ईवीआईटी है। एडिशनल प्रॉफिट जब भी देखो,
बिजनेस 75 लाख लगाने वाले हो, 75 लाख पैसा, उसमें डेट भी होगा, इक्विटी भी होगा, जो रिटर्न आएगा वो हमेशा ईबीआईटी की बात होती है। पैसे के ऊपर बिना कैपिटल स्ट्रक्चर पे ध्यान दिए हुए अगर रिटर्न की बात कर रहे हैं अपन, तो वो हमेशा ईवीआईटी की बात होती है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कौन दिखाता है? ईवीआईटी। तो ये पैसा 75 लाख का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देने वाला है, 75 लाख का देने वाला, ईवीआईटी देने वाला 24-25 का, 14,25 का। To finance the proposal, the firm is expecting to issue an additional debt at 8% and will not be issuing any new equity shares in the market. Assume no tax culture. तो अब इसको रेस करने के लिए 75 लाख को कंपनी लेगी नया डेट 8% का। ठीक है, एंड आपको बोला है कि आप कैलकुलेट करके बताओ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कन्यालम लिमिटेड बिफोर द न्यू प्रपोजल एंड आफ्टर द न्यू प्रपोजल। पहले कितना था, बाद में कितना है? पहले वाला बहुत सिंपल हो जाएगा, क्यों? के ई के डी दे रखा है, बस इनके अमाउंट्स चाहिए तो वेट निकल के आ जाएगा, वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास वो काम हो जाएगा। अमाउंट्स कैसे निकालेंगे? देखो 3450 का आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या? ईवीआईटी है 3450 का, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है नहीं ईवीआईटी। ईवीआईटी 3450 का है, उसमें से अपन माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो आएगा अपने पास ईबीटी, वही ईएटी हो जाएगा, वही ई टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ई टेस्ट आ जाएगा, ई टेस्ट को आप डिवाइड कर दोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट आपके पास है एंड आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट है, तो इंटरेस्ट अपॉन 8% करेंगे तो उससे वैल्यू ऑफ डेट भी निकल के आ जाएगी। देखते आ जाओ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट अपॉन केडी करके, केडी यानी इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, टैक्स नहीं है, तो केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। तो 7.5 लाख अगर इंटरेस्ट है एंड उसकी रेट 8% है, तो डेट का अमाउंट कैसे निकलता है? 7.5 लाख में 8%, 9375। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ इक्विटी ई टेस्ट अपॉन के ई टेस्ट 3450 का ईवीआईटी माइनस 7.5 लाख का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 16% ऑफ के ई इज आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी 16875 का। ठीक है, इससे आपका वैक बहुत सिंपली निकल के आ जाएगा। ठीक है, 16875 9375, यहाँ पे टोटल निकालोगे तो यहाँ पे आपके रेट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इनका टोटल कितना होता है लिखा नहीं हुआ है शायद। ठीक है, 0.64, ये निकल के आएगा, इसका वेट लगभग 0.6429। ठीक है, 0.6429 निकल के आएगा। देन उसको राउंड ऑफ करेंगे ऑब्वियसली 4 डेसिमल प्लेसेस तक, -1 करेंगे तो ये 0.3571 इसका निकल के आ जाएगा। कॉस्ट 16 डायरेक्टली दे रखी है, वैक निकाल देना, सिंपल है। ठीक है, आफ्टर द न्यू प्रपोजल कैसे होगा? आफ्टर द न्यू प्रपोजल करने के लिए अपने को वापस से नई चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर द न्यू प्रपोजल देखो केडी तो सेम रहने वाला है, क्योंकि बोला है 8% के ऊपर ही रेस करने वाले हो आप, एडिशनल रेट 8% पे ही आएगा, तो केडी में कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, के ई के अंदर या फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी के अंदर एक चेंज आ सकता है। अभी आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, देखो आपका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3450 का आपके पास पहले भी है एंड आप नया प्रॉफिट कमा के आओगे 1425 और का, तो टोटल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3450 प्लस 1425। ठीक है, 4875 का आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? वैक निकालना है, वैक निकालना है। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मुझे के ई चाहिए रिवाइज्ड वाला, अगर मुझे डेट बढ़ा है, तो डेट बढ़ने से के ई के अंदर चेंज आएगा नहीं आएगा? ये के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि इसको रिस्क महसूस होगी तो उसको के ई के अंदर चेंज आएगा। के ई कैसे निकलता है? ई टैश अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी करके। ठीक है, तो अपन रिवाइज वाला ई टैश निकालेंगे, क्योंकि नया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा एंड आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पुराना इंटरेस्ट प्लस नया वाला इंटरेस्ट वो भी बढ़ जाएगा, तो आपको नया ई टैश निकालना पड़ेगा एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना पड़ेगा, तब के ई निकल के आएगी। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, कि वैल्यू ऑफ इक्विटी में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा आफ्टर द न्यू प्रपोजल, कुछ नहीं बोला है। एंड यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अप्रोच भी नहीं लग रही है यहाँ पे, ये एकदम रैंडम क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है ये, वैल्यू ऑफ इक्विटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है। तो अगर मुझे के ही निकालना है तो मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी को पुराना वाला अज्यूम करना पड़ेगा, जो पहले था उतना सेम मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके मेरा रिवाइज के ही निकल पाएगा। ठीक है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं के को कॉन्स्टेंट रख लूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि जो पहले के ही था उस के को मैं कॉन्स्टेंट रख लूँ एंड उससे मैं नया वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लूँ। कैसे निकालूं? ये वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ई डैश अपॉन
पुराना के जो कितना दे रखा है आपको 16% का। तो आप ये मान लो कि के ई कॉन्स्टेंट रहेगा। देखो कुछ भी नहीं बोला है, ना तो के ई के बारे में कुछ बोला है, ना तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के बारे में बोला है कि बाद में कितना चेंज आएगा। इनको अप्रोच भी नहीं लग रही है यहाँ पे पर्टिकुलरली। तो अपन मान तो सकते हैं, अपने को कुछ ना कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। अपने को यहाँ तो ये मानना पड़ेगा कि पुराना वाला के ई कॉन्स्टेंट ई टेस्ट में निकाल लूंगा नया वाला, लेकिन के ई के वैल्यू ऑफ इक्विटी के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो अगर मैं पुराना वाला के ई कॉन्स्टेंट पकड़ता हूँ तो मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ई टेस्ट चेंज हो रहा है, नीचे पुराना वाला के ई लगाएंगे तो नया वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पुराना वाले वैल्यू ऑफ इक्विटी को कांस्टेंट पकड़ लूँ जो पहले था, एंड उससे मैं नया वाला के ई निकाल लूँ। तो दोनों में से एक को मुझे कांस्टेंट पकड़ना ही पड़ेगा। ज़्यादा लॉजिकल अजम्पशन ये होगा कि मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी को कांस्टेंट पकड़ लूँ एंड मैं के ई को सेम के ई को चेंज करा दूँ, क्योंकि के ई अपने को वैक निकालना है आफ्टर द न्यू प्रपोजल। तो ज़्यादा लॉजिकल होगा ये करना कि अपन के ई को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एंड लॉजिकल भी एज्यूम करना कि अगर डेट नया डेट आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाए, क्योंकि उनको रिस्क ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, चलो तो अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी को कांस्टेंट पकड़ लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, न्यू के कैसे निकालेंगे, पहले टोटल रिवाइज्ड ईवीआईटी निकालेंगे। टोटल रिवाइज्ड ईवीआईटी 3450 पहले था, 1425 का और आने वाला है रिवाइज्ड ईवीआईटी। देन माइनस करेंगे टोटल नया इंटरेस्ट, 7.5 लाख का पहले इंटरेस्ट था, अब नया वाला इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 75 लाख के ऊपर 8%, जो होता है 6 लाख। 6 लाख, ठीक है, ये हो गया 1350 का। ये आपका रिवाइज टोटल ई टेच आ गया माइनस करने के बाद में। ठीक है, टैक्स कुछ भी नहीं है। ये इसको आप डिवाइड कर दोगे वैल्यू ऑफ इक्विटी जो आपने सेम कांस्टेंट पकड़ ली, तो आपका नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा 20.9%। ठीक है, अब इस नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लेके आप 20.9 को आप यहाँ पे रखोगे। डेट का कॉस्ट सेम रहने वाला है 8 का। वेट्स आपके नए निकल के आएंगे कि आपको कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी आपने सेम पकड़ा 168.75 का। डेट का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले कितना था 93.75 का। अब उसके अंदर आप 75 लाख और ऐड कर दोगे, तो 93.75 प्लस 75 कम्स डाउन एस 168.75 डेट का नया बुक वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों का वेट कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाई करो, नया वैक आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले को एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। इसके अंदर बेसिक अजम्पशन बस यही था कि अपन ने वैल्यू ऑफ इक्विटी को कांस्टेंट लिया है, अज्यूम्ड कांस्टेंट। ठीक है, चलो दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। मिलते हैं अपन लोग रेशियो एनालिसिस के अंदर। तो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ आवर कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस लिख के कर लिए रहेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के चल जाना कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर डन डना डन डन कितने राइटिंग में करे कितने रफ में करे, वो भी एक बार लिख के चल जाना। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं रेशियो एनालिसिस की तरफ। एंड इस चैप्टर का जो हाईलाइट होने वाला है हमारा, वो आपका बहुत ही चर्चित, आपका फेवरेट क्वेश्चन जैन 26 का, जिसको आप लोगों ने फाइनल का क्वेश्चन डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, हर जगह हल्ला मचाया था सर फाइनल का आ गया, फाइनल का आ गया, फाइनल का आ गया। वो क्वेश्चन भी हम लोग इसके अंदर आज ही कवर करेंगे, इसी यूनिट इसी चैप्टर में कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन अभी तक के जितने भी हैं सब इसके अंदर हमने डाल दिए। पहला क्वेश्चन ही सितंबर 25 का है। जैन 26 वाला क्वेश्चन भी जो है वो रेशोस का ही है, वो अपना टुवर्ड्स दी एंड आएगा। मैं पहले भी बोल रहा था, अब भी बोलूंगा, वो फाइनल का क्वेश्चन नहीं था, इंटर के लेवल से सॉल्वेबल था। ठीक है, इंटर की नॉलेज से सॉल्व कर सकते थे। मैं भी अभी भी अपन जो सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करते देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि सर फाइनल का तो नहीं था, ये इंटर में हो जाता। ठीक है, तब भी मैं बोल रहा था, लेकिन जितना ही बोलो बच्चों ने बहुत हल्ला मचाया कि फाइनल का है, फाइनल का है, फाइनल का है। करेंगे अपन सॉल्व उसको भी। ठीक है, एंड देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है समझना, क्योंकि इसको सॉल्व करना, इस चैप्टर को करना इस लाइक पटाखे की लड़ी जलाना। पटाखे की लड़ी जलाते थे ना कि हाँ, पहले पटाखे में चिंगारी लगा दी, देन पट 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 अपने आप सारे फटते थे, क्या मजा आता था देख के। बस वैसे रेशियो एनालिसिस का भी है, आपको बहुत सारे रेशियो दे रखे होते हैं, आपको फर्स्ट रेशियो के अंदर चिंगारी लगानी होती है, डेटा निकाल यूज करना होता है, सॉल्व करना होता है, एंड उससे जो डेटा निकलता है वो दूसरा सॉल्व करता है, उससे जो निकलता है तीसरा सॉल्व करता है, डोमिनो इफेक्ट। मजा आ जाता है देख के, बहुत एंगेजिंग चैप्टर, मजा आ जाता है सॉल्व करके। कभी रात में नींद आ रही हो, बोर हो रहे हो ना, तो एक बार रेशो का चैप्टर खोलना, कोई क्वेश्चन करना, मस्त डोपामिन हिट मिलेगा, जाग जाओ एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सितंबर 25 में आ रखा है 5 मार्क्स का। कंपनी दे रखी है दीवान लिमिटेड, जिसने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस निकाले हैं 2025-26 के लिए। कंपनी का प्लान है कि उसके टोटल एसेट्स होंगे 50 लाख के, जिसमें से 35% एसेट्स जो आएंगे वो उसके डेट से आएंगे एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10.50%। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, 50 लाख के अगर टोटल एसेट्स हैं, इसमें से 35% फाइनेंस होंगे डेट से, तो आपका डेट का अमाउंट निकल के आ जाएगा 50 लाख इंटू 35%। ठीक है, डेट इससे निकल के आ जाएगा, एंड उसको 10.50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंटरेस्ट भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, पर एनम का प्रोजेक्टेड सेल्स रेवेन्यू 55 लाख, डायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड रुपीज 30 लाख। ये सेल्स आपकी 50 लाख 55 लाख की है, डायरेक्ट कॉस्ट बोला है 30 लाख का। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कौन सी होती है,
जितनी भी कॉस्ट, अपनी रॉ मटेरियल कंज्यूम ले लो, लेबर ले लो, देन अपनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो, सारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है, 30 लाख की। एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 4,80,000। द टैक्स एप्लीकेबल इज 33%। आपको करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, देन नेट प्रॉफिट मार्जिन बताना है, रिटर्न ऑन एसेट्स आफ्टर टैक्स बताना है, एसेट टर्नओवर रेशियो बताना है, रिटर्न ऑन इक्विटी बताना है। सबसे पहले अपने को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपना नेट प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाएंगे, अपन सेल्स से लेकर नेट प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। सबसे पहले अपना सेल्स क्या है, सेल्स अपने को दे रखा 55 लाख का, तो अपना सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स हो जाएगा 55 लाख का। देन सेल्स में से अपन माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो अपनी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो हिस्सा है, डायरेक्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो हिस्सा है, ठीक है, तो 30 लाख अपना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको अपन डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा भी और कॉस्ट आती है, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी, आपकी रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अलावा भी आइटम्स आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है आपका, वो भी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आता है, और भी एडजस्टमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपन यही मानेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है यही सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके अलावा कुछ और दे ही नहीं रखा है, तो अपन इन्हीं को ले लेंगे। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो दे रखे 480 के, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लो ना। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जो अपन ने रेशियो चैप्टर के अंदर डिस्कस करी थी रिवीजन वीडियो के अंदर, वो जो अपना पूरा अपने कॉस्ट शीट का एक स्ट्रक्चर लेआउट किया था, इन पूरा अपन ने लिंकिंग किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग का, कॉस्टिंग का, वो लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना, मैं आपको बीच में समझाता चलूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक अपना आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, तब जाके अपने पास निकल के आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से कॉस्ट होते हैं, एक आपका सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एंड आपका एडमिन एक्सपेंसेस, ये अपने जो एक्सपेंस होते हैं 3, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ 30 लाख आएगा, 30 लाख माइनस किया तो अपने पास आ गया सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आ गया अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट 25 लाख का, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 25 लाख का। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होगा अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो अपने हुए सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, 4,80,000, वो माइनस करेंगे 4,80,000, तो अपने पास क्या बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होंगे हो गए, तो अपना सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस हो चुकी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा होते हैं, ये दोनों मिलके बनते हैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट भी ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा है, दोनों के बीच में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इनको मिलकर बनता है, यानी सारे ऑपरेट करने की कॉस्ट आ गई उसके अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सिर्फ छोटे मोटे खर्चे हैं, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन दोनों को सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस हो गई, तो उसके बाद अपने पास बचता है ईबीआईटी, ठीक है, ईबीआईटी, ईबीआईटी 20,20,000 का। ईबीआईटी में सबसे पहले हमारे होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 50 लाख के एसेट्स हैं, उसमें से 35% आपका डेट होगा, 35% डेट होगा, उसके ऊपर आपकी 10.5% की इंटरेस्ट रेट लगेगी, तो 50 लाख इंटू 35% इंटू 10.50%, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, वो माइनस करके आपके पास बचता है ईबीटी, उसमें से टैक्स माइनस होगा 50% का, आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। क्लियर, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ गया, देन आपको बोला नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास है, डिवाइड बाय सेल्स कर देना, सेल्स भी आपके पास है, वो कर देना, आपके पास आ जाएगा निकल के, 2 डेसिमल तक लिख के दिखाना है अपने को। देन आपका तीसरा है एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो नहीं सॉरी रिटर्न ऑन एसेट्स आफ्टर टैक्स। रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे निकलता है कि एसेट पे आपने कितना रिटर्न कमाया, किस पे निकलता है, ईवीआईटी इंटू 1 माइनस टी आफ्टर टैक्स है, तो ईवीआईटी इंटू 1 माइनस टी अपॉन टोटल एसेट्स, ईवीआईटी इंटू 1 माइनस टी अपॉन टोटल एसेट्स, ईवीआईटी कितना है अपना 20,20,000, इसको इंटू 1 माइनस टी कर देंगे 1 माइनस 0.33, देन अपना नीचे एसेट्स आ जाएगा जो ऊपर दिख रहा है 50 लाख का, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा आपका। देन आपको एसेट टर्नओवर निकालने बोला है, एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला सिंपल है, टर्नओवर यानी सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, तो सेल्स अपना 55 लाख का है, नीचे एसेट्स अपना 50 लाख का है, 1.1 टाइम आ जाएगा। देन लास्ट वाले में बोला रिटर्न ऑन इक्विटी निकालो, यानी इक्विटी पे कितना रिटर्न कमाया, इक्विटी पे आप क्या कमाते हो, ई टैश, इक्विटी के लिए आप क्या कमाते हो, ई टैश। यहाँ पे अपने पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो अपना ईएटी होता है, ईएटी से ई टैश तक पहुंचने के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ता है, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये ईएटी ही अपना ई टैश हो जाएगा, ठीक है। तो 1230 अपॉन 287 डिवाइड बाय इक्विटी। अब इक्विटी कितना होगा, देखो 50 लाख में से आपको बोला है 35% आप डेट से फाइनेंस करोगे, तो अपन मानेंगे कि बाकी का जो बचा हुआ होगा वो आपका बाय डिफॉल्ट इक्विटी से आएगा, तो 50 लाख में से 35% हटा दो तो बचता का 65%, वो आपका इक्विटी है, 50 लाख का 65% ये आपका इक्विटी हो गया, सिंपल, आपका निकल के आ जाएगा, क्या था इसमें, सिंपल, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं अगले, इसको लिख के कर लेना, ठीक है। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन, ये जैन 26 का है, 5 मार्क्स का। जैन 26 में आपने देखा रहेगा, ये वाला नहीं है,
जिसको तुमने फाइनल वाला बोला था, ये वाला नहीं है। जन 26 में 2 क्वेश्चन आए थे रेशियोज के, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन भी रेशियोज का था, सबसे आखिरी क्वेश्चन 3A वाला वो भी रेशियोज का था। फ्रॉम द बुक्स ऑफ AIL लिमिटेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फॉर द ईयर 24-25, ठीक है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बता रखा है 30 लाख का, एंड आगे बोला 25% ऑफ सेल्स है, ठीक है। 30 लाख का आपका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, जो बोला 25% ऑफ सेल्स है, तो सेल्स नहीं निकाल सकते। यानी ये 30 लाख कैसे निकला होगा, 25% ऑफ सेल्स, तो सेल्स निकल जाएगी 30 लाख बाय 25%, ठीक है। सबसे पहला सिंपल सा काम, सेल्स निकल जाएगी 30 लाख बाय 25%, 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। देन आपको नीचे दे रखा है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड किस को अपन, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या बता रहा है, 28 दिन का है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड किसके ऊपर निकलता है, COGS और एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर निकलता है, ठीक है। COGS और एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर निकलता है। यूजुअली एवरेज इन्वेंट्री की जगह पे अपन क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ओपनिंग इन्वेंट्री यूज होगी, इसका जिक्र नहीं दे रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री का जिक्र दे रखा है 8 लाख का, दैट मीन्स अपने को एवरेज इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 28 दिन का है, किसके निकला हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री के बेसिस पे। यानी अब इस रेशियो का इंटरप्रिटेशन समझो, क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 28 दिन का पोर्शन आपके एवरेज इन्वेंट्री के अंदर फंसा हुआ है। तो आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंटू 28/360 डेज। अब चाहो तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मुला लिख सकते हो और उस फॉर्मुले को रीअरेंज करके सेम वही वर्किंग कर सकते हो जो मैं आपको डायरेक्टली लॉजिक से करने सिखा रहा हूं, वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। उससे भी सेम ही आंसर निकलेगा, लेकिन लॉजिकली करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। 28 डेज का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 28 डेज का आपका इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं, 30 लाख को 25% डिवाइड करके अपन ने सेल्स निकाली, 1 करोड़ 20 लाख की हो गई, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख की सेल हो गई, उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देना 30 लाख का, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ जाएगा 90 लाख का। अब इसका 28 डेज का पोर्शन आपका एवरेज इन्वेंट्री है, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री 90 लाख इंटू 28/360, आपका 7 लाख का एवरेज इन्वेंट्री हो गया। आप चाहो तो इन्वेंट्री होल्डिंग का फॉर्मुला भी लगा सकते हो। इन्वेंट्री होल्डिंग का फॉर्मुला क्या हो जाएगा आपका, इन्वेंट्री होल्डिंग का फॉर्मुला बोलो कैसे निकलता है आपका एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मुला। आप लिखते हो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 360, ये है 28 डेज के बराबर, ठीक है। अब आपको चाहिए इसमें से एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास है 360, आप डाल दोगे तो आप क्या करोगे, 360 सबसे पहले नीचे डिवाइड में जाएगा, तो 28/360 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। मैंने डायरेक्टली आपको लॉजिकली वो करना सिखाया बिना फॉर्मुला लिखे, क्लियर। तो आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गया कितना, 7 लाख का। अब आपको बोल रहा है कि हमें इन्वेंट्री एज ऑन 31/3/2025 चाहिए, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, एंड आपको ओपनिंग दे रखी है। तो अगर आपके पास एवरेज अवेलेबल है 7 लाख की, तो क्या आप एन ओपनिंग अवेलेबल है तो क्या आप क्लोजिंग नहीं निकाल सकते, सिंपल निकाल लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, जो 7 लाख है, इसमें ओपनिंग की वैल्यू डालोगे आप 8 लाख की, तो आपकी रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्लोजिंग निकल के आएगी 6 लाख की, सिंपल। तो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, ये तो बहुत सिंपल था। देन आपको बोला वर्किंग कैपिटल निकालने को। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, CA माइनस CL करके निकलती है। तो अपने को CA खोजना है एंड CL खोजना है, कैसे खोजेंगे, देखो जब भी इन्वेंट्री, करंट रेशो एंड क्विक रेशो तीनों चीजें अवेलेबल हो तो एक वर्किंग करना पॉसिबल है। ये सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझो, ठीक है। अच्छा, मेरा मेरा लिखा हुआ सोल्यूशन भी है नीचे, वो भी देख सकते हो अपन, ठीक है। हाँ, तो GP मार्जिन 25% था, तो सेल्स 1 करोड़ 20 की आ गई, COGS 90 की आ गई, एवरेज इन्वेंट्री 28 डेज है, तो इससे अपना एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गया, इससे अपना ओपनिंग निकल के आ गया 6 लाख का, ठीक है। अपने पास करंट क्विक रेशो दे रखा है, अपने पास वर्किंग कैपिटल निकालना है, इन्वेंट्री भी अपने निकाल ली, इनके साथ में एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट पॉसिबल है। करंट रेशो होता है CA/CL = 1.2, तो CA कितना हो गया 1.2 CL। देन क्विक रेशो दे रखा है अपने को 0.80, तो क्विक एसेट्स अपॉन CL, तो क्विक एसेट्स कितना हो गया 0.80 CL, क्लियर है। तो करंट एसेट्स 1.2 CL है, क्विक एसेट्स 0.80 CL है। अब अपना नया एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है अपन ने यहाँ पे मार्क कर दिया। मैंने जब सर्टिफाइड कॉपी चेक करी थी, बहुत सारे बच्चों का मुझे इस एडजस्टमेंट के अंदर गलती दिखा है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन था, गलती हुई है, तो प्लीज़ इसको समझ लो, ठीक है। तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का अपने पास आ चुका है, दोनों इन टर्म्स ऑफ करंट लायबिलिटीज आ चुका है। करंट एसेट्स में से जब अपन क्विक एसेट्स माइनस करते हैं तो अपने पास क्या आता है, इन्वेंट्री, क्योंकि क्विक एसेट्स आपके करंट एसेट्स का हिस्सा होती है, ठीक है, सिर्फ एक एसेट को छोड़ के, ठीक है। करंट एसेट में से सिर्फ एक एसेट हटा दो तो क्विक एसेट्स आ जाती है, कौन सी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस को अपन कभी लेके नहीं चलते, तो बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री। यानी करंट एसेट्स में से जब अपन इन्वेंट्री माइनस करते हैं तो अपने पास क्विक एसेट्स आती हैं, ठीक है। तो अपन इन्वेंट्री को यहाँ ले जाएंगे, क्विक एसेट्स को यहाँ ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज इक्वल टू इन्वेंट्री, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 6 लाख,
अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये आपने आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी के इक्वल क्यों कर दिया, ओपनिंग पे क्यों नहीं किया, एंड आपने एवरेज पे क्यों नहीं किया। मैं आपको समझाता हूँ सिंपल सी चीज़। देखो, जो अपना यहाँ पे करंट रेशो है, इसमें करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज आ रहा है, क्विक रेशो में क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज आ रहा है। तो ये दोनों जो रेशोज हैं, ये इनके अंदर सारी वैल्यूज जो आ जा रही हैं वो बैलेंस शीट की जा रही है। तो जिन रेशोज के अंदर सारे वैल्यूज बैलेंस शीट की जा रही होती है, तो यहाँ तो वो सारी वैल्यूज ओपनिंग की होती है, यहाँ तो वो यूजुअली क्लोजिंग की होती है। ठीक है, उनके अंदर एवरेज कभी नहीं जाता। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट हमेशा जो भी रेशोज निकल के आते हैं वो क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर निकल के आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। दैट मीन्स ये करंट एसेट्स भी जो यहाँ पे यूज हुआ है वो क्लोजिंग वाला यूज हुआ है, करंट लायबिलिटीज भी क्लोजिंग वाला यूज हुआ है, क्विक एसेट्स भी क्लोजिंग वाला यूज हुआ है। तो करंट एसेट्स अगर क्लोजिंग है, क्विक एसेट्स अगर क्लोजिंग है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा ना। क्लियर ये चीज़। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री अपन ने अभी भी निकाली पिछले वाले पार्ट में 6 लाख की, 6 लाख की निकाली। ठीक है, तो वो कैसे निकल गया कि करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स की इक्वल हो जाएगी वो। क्लियर, निकाली अपन ने, इन दोनों को माइनस करेंगे तब भी अपने पास करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स करेंगे तब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले भी निकाल के लाए 6 लाख। ठीक है, अब करंट एसेट्स क्विक एसेट्स जगह पर ये वाला फॉर्मुला डाल देंगे। कैसे हो जाएगा ये 1.20 सीएल हो जाएगा माइनस 0.80 सीएल हो जाएगा, तो ये 6 लाख के इक्वल हो जाएगी। इससे क्या हुआ, ये पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल के टर्म्स में आ गई। मैंने क्या बोला, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल सॉल्व हो सकता है, ये दोनों एक वेरिएबल में आ गए, जो कौन सी है, करंट लायबिलिटीज। सॉल्व करोगे तो करंट लायबिलिटीज निकल के आ जाएगी जहां से 15 लाख की। ठीक है, 15 लाख की करंट लायबिलिटीज निकल के आ गई। अब इस 15 लाख को आप यहाँ पे डालोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो 1.20 इंटू 15 लाख आपका करंट एसेट्स निकल के आ जाएगा, तो कितना होएगा 18 लाख। ठीक है, देन क्विक एसेट्स निकल के आएगा आपका 0.80 इंटू करंट लायबिलिटीज, तो 0.80 इंटू करंट लायबिलिटीज उसको अपन नीचे किए हैं, उसका भी नीड नहीं है। क्विक एसेट्स को बाद में देखते हैं, उसका भी नीड नहीं है, तो अपन आगे वाले पे बढ़ते हैं। करंट एसेट्स अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटीज अपन निकाल चुके थे 15 लाख एंड ये 18 लाख, दोनों का डिफरेंस ले लिया सी ए माइनस सी एल, तो आपका वर्किंग कैपिटल आ गया 3 लाख का, जो आपको सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड था। ठीक है, क्विक एसेट्स का काम कहाँ पे आएगा, वो थर्ड पार्ट में आएगा, तो थर्ड ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन है उसमें काम आएगा, अपन बात करते हैं अभी। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट क्या है, बेसिक डिफरेंस इंटरवल। ये बेसिक डिफरेंस इंटरवल आपको निकालना है। ये मोस्ट ऑफ द बच्चों ने गलती किया था मेरे सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस के अंदर, क्योंकि इसके क्वेश्चन इतने आज तक मौजूद नहीं थे, इसी ने डिस्क्रिप्ट में पहली बार डाल दिया। अब इवन दो फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, रिवीजन वीडियो में भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने गलत किया क्योंकि क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं थी उनकी इसकी। इसलिए चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए, ताकि एग्जाम के अंदर आप भूलो नहीं चीज़ों को। कंसेप्चुअली समझोगे तो भूलोगे नहीं। जैसे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्मूला खुद ही ड्राइव कर लिया था वहाँ पे ऑन स्पॉट, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता था इसलिए। तो थर्ड वाला बेसिक डिफेंस इंटरवल, बेसिक डिफेंस इंटरवल बेसिकली क्या बताता है कि अगर मेरे सारे रेवेन्यू रुक जाए, मेरी सारी सेल रुक जाए, तो मैं कितने दिन के खर्चे सस्टेन कर सकता हूँ, कितने दिन का बिजनेस सस्टेन कर सकता हूँ। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, आप नीचे लेते हो डेली कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि डेली के खर्चे आपके कितने हैं, डेली का आपका हर रोज का हर डेली का कितना खर्चा होता है आपका। ऊपर लिख दोगे वो असेट्स जिनसे आप ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को पे करोगे, कौन से असेट्स होंगे आपके पास। इन पे अपने आते हैं, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दूसरा नेट रिसीवेबल। इन्वेंट्री नहीं आएगी, क्योंकि इन्वेंट्री को तो करंट एसेट्स आएंगे ऊपर सबसे पहले तो समझना, लेकिन इन्वेंट्री नहीं आती। क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री तो बिकी नहीं ना, अपन ने क्या बोला, सेल सारी बंद हो गई, इन्वेंट्री तो बिकी नहीं रही। देन रिसीवेबल की जगह पे अपन नेट रिसीवेबल लेते हैं। ठीक है, कि उसमें से बैड डेट्स हटा दो, कि कोई बैड डेट एक्सपेक्टेड हो तो रिसीवेबल्स में से वो कम करके नेट रिसीवेबल कर दो। देन साथ में ऐड कर दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, और नीचे डेली कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना है अपने को। अब एक चीज समझना, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस नेट रिसीवेबल है, एक तरीके से क्विक एसेट्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर अपन ने क्या क्या एसेट्स पकड़े, मैंने क्या बोला, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, एक आपका रिसीवेबल्स आ गया, देन आपका इन्वेंट्री आ गया। इन्वेंट्री अपने को वैसे भी नहीं हटाना है, इन्वेंट्री अपन ने ऐसे भी नहीं ले रखा है, तो अपन ने दो एसेट्स ले लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट रिसीवेबल्स। तो एक तरीके से क्विक एसेट्स ही तो हो गया। करंट एसेट्स के अंदर आपके क्या क्या था, कैश प्लस रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स अपन लेते तो क्विक एसेट्स के अंदर भी ये दोनों आते हैं। ठीक है, एंड मुझे भी ऊपर ये दोनों चाहिए। सर यहाँ पे तो आपको नेट रिसीवेबल चाहिए। अच्छा, नेट मतलब बेड डेट मुझे माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, रिसीवेबल में से बेड डेट माइनस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में दे रखें क्या बेड डेट्स, नहीं दे रखे, तो मैं कुछ नहीं मानूंगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू क्विक एसेट्स, इसकी जगह पे मैं क्विक एसेट्स ले लूंगा। ठीक है, देन नीचे आपको डेली कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। सबसे पहले क्विक एसेट्स निकाल लेते हैं। क्विक एसेट्स कैसे निकलेंगे, 0.80 इंटू करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज 15 लाख की है, उसको इंटू 0.80 कर देते हैं, तो ये 12 लाख आपका हो गया। ठीक है, ये आपका क्विक एसेट्स हो गया। देन आपको नीचे चाहिए डेली कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। डेली कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो, डिवाइड बाय 360 कर दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने आपको क्या सिखाया था पिछले वाले पार्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लो, और उसके साथ में आपको लेना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, तो कहाँ से निकालेंगे, क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में आपको अपन ने COGS ऑलरेडी निकाला, COGS निकाला 90 लाख का, इसमें मुझे ऐड करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मेरे पास
टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मेरे कौन कौन सी चीज़ें आती है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 12 लाख का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90 लाख का, उसमें 12 लाख का ये ऐड कर दो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रखा तो नहीं लेंगे। 90 + 12 इस 102। ये 102 का जो आपका एक्सपेंस हुआ, ये आपका सारा ग्रॉस एक्सपेंस है, ठीक है। 102 लाख का आपका टोटल ग्रॉस एक्सपेंस हो गया। लेकिन अपने को चाहिए कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि मुझे कैश में जानना है। अपने फॉर्मूले में नीचे क्या था, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जो भी मेरी अभी तक ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है, उसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस को हटा देने का है। तो 102 लाख का आया था, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं ये 4.8 लाख के डिप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो मेरी सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैश कैश वाली आ जाएगी। 102 - 4.8, तो 97.2 लाख का आपका हो गया कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस डिप्रेशन एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 360 डेज। तो ये आप क्या आ जाएगा, ये आएगा 97.2 डिवाइड बाय 360, ये आ गया 27,000 रुपये। ये आपका डेली का कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। क्लियर। अब बस इसके अंदर वैल्यू डाल दो। कोई कसट 12 लाख की है, ऊपर आ जाएंगी, और नीचे आपका 27,000 का ये आ जाएगा। 12 लाख में 27,000 इस 44.44 डेज, यानी ये एसएस को यूज करके मैं 44.44 डेज के लिए अपना बिजनेस को सस्टेन कर सकता हूँ, अगर मेरी सारे सेल्स रुक जाती है तो। क्लियर, लिख के करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी ऐसे स्टडी मैट का ही है। ये रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है 2023 की। नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है 4,80,000 की। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 80,000 का। फिक्स एसेट्स टू प्रोपर्टी रेशियो दे रखा 0.75। अब फिक्स एसेट्स टू प्रोपर्टी रेशियो का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड्स। ये कोई रेशियो नहीं है जो अपने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ रखा है, ये इन्होंने नया बनाया अभी भी। बहुत सारे रेशियो खुद से बना के दे देंगे आपको, जो आपके कॉन्सेप्ट्स में नहीं है, खुद से नया नया ताज़ा ताज़ा बना के देंगे। रेशियो तो देखो मैं ऐसा कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। आपका आपकी हाइट वैसे किसी और की हाइट का रेशो बना सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, रेशो मेरी मर्जी में। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो दे रखा होगा अपने को इंटरप्रेट करना रहेगा। FA टू प्रोप्राइटरी रेशो, तो FA अपॉन प्रोप्राइटरी फंड्स, जो 0.75 हो गया, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस 3,20,000, करंट रेशो 2.5 एंड लिक्विड रेशो 1.5। अब एक और चीज़ समझना, पिछले वाले में क्या था, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स रेशो अवेलेबल था, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जब अवेलेबल हो आपके पास, एंड आपके पास जब करंट रेशो अवेलेबल हो, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट पॉसिबल हो जाता है, जो आप शायद 11-12 से भी करते आ रहे हो, ठीक है। आपको करना क्या है, प्रिपेयर करनी समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉन्ग टर्म डेट। कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है आपके पास। एक सेकंड ना, ठीक है। तो अपने को बैलेंस शीट बनानी है। अब यहाँ पे अपने पास खुली छूट है, अपने को देखना है कि कौन से रेशो को यूज कर सकते हैं, कौन से अमाउंट को अपन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखना है कि 4,80,000 का नेट वर्किंग कैपिटल एंड 2.5 का करंट रेशो, इनको अपन यूज करके एडजस्टमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो करंट रेशो दे रखा है C/CL इक्वल टू 2.5, तो CA कितना हो गया 2.5 CL, ठीक है। सिमिलरली वर्किंग कैपिटल बोल रखा है 4,80,000, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, CA - CL, C - CL इज 4,80,000। अब आप क्या करो, CA की जगह पे ये 2.5 CL पुट कर दो, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2.5 CL - CL इज इक्वल टू 4,80,000। देखो दो वेरिएबल है CA और CL, ठीक है। दोनों को निकालने के लिए दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, एक से तो काम नहीं चलेगा। तो अपने को जैसे दो मिल जाएगी अपना काम हो जाएगा। जैसे करंट रेशियो एक इक्वेशन होगी सी और CL की, वर्किंग कैपिटल दूसरी इक्वेशन होगी C और CL की। इससे इन दोनों को यूज करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अच्छे से मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो CL निकल के आ जाएगा आपका कितना, 3,20,000, एंड करंट एसेट्स इसी तरीके से आ जाएगा 320 इंटू 2.5, 8 लैक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे करंट एसेट्स के आपके पास वैल्यू आ चुकी है, एंड CL की वैल्यू आ चुकी है, टड़ा, ठीक है। क्लियर। एक दो चीज़ें अपन ढूंढ ले, अपने को पूरी बैलेंस शीट बनानी है अभी, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, और कौन सा रेशो यूज़ कर सकते हैं अपन देखेंगे, जो जो यूज़ हो जाए उसको टिक करते जाओ। ये टिक हो गया, ये टिक हो गया। अभी लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो के अंदर भी करंट लायबिलिटीज जाती है, जो करंट लायबिलिटीज आप ऑलरेडी खोज के आ चुके हो, तो इससे आपके पास क्विक एसेट्स भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या, लिक्विड रेशो यानी क्विक एसेट्स रेशो, उसको अपन एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। तो क्विक एसेट्स अपॉन CL की वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी कितनी, 320 की, तो इससे आपके पास क्विक एसेट्स बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आएगी बैलेंस फिगर में, 4,80,000 की क्विक एसेट्स निकल के आएगी, ठीक है। अब क्विक एसेट्स के अंदर स्टॉक के अलावा बाकी सारी आपकी एसेट्स आ जाती हैं। तो आपका स्टॉक कैसे निकल जाएगा, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, आई मीन क्विक एसेट्स के अंदर कौन सी एसेट्स आती है,
सारी करंट एसेट्स एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री। तो उन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। 8 लाख माइनस 4 लाख 80, 3 लाख 20, ये आपका स्टॉक निकल के आ गया। तो स्टॉक की वैल्यू अपन ने यहाँ पे रख दी 3 लाख 20। क्लियर, अभी निकाला अपन ने। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी यूज़ हो गया। अब इस पर टिक कर देते अपन। अब आता है दूसरे के ऊपर। अब कौन सी चीज़ अपन यूज़ कर सकते हैं। एक बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 का पहले से दे रखा है, तो इसको करंट लायबिलिटीज के अंदर एक अपना ये बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा 80,000 का। करंट लायबिलिटीज के अंदर ही आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बाकी अपनी अदर करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज के अंदर अपने 320 का आ गया। इसका आप यहाँ पे स्प्लिट दिखा देना। कैसे स्प्लिट दिखाओगे, एक तो आप यहाँ पे दिखाओगे ओवरड्राफ्ट जो कितने का है 80,000 का, एंड अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज कितना हो जाएगा, 320 का टोटल करंट लायबिलिटीज है, 80 का ये हो गया, तो 240 की आपकी अदर करंट लायबिलिटीज। इन दोनों का टोटल आपका ये 320 हो गया। क्लियर, तो यहाँ तक का कंप्लीशन हो चुका है। अब अपने को कौन सी चीज़ें और यूज़ करनी है, ये भी अपने काम में आ गया। अब बचते हैं ये दो चीज़ें, ये दो रेशियोज, इनको कैसे यूज़ करेंगे। फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपनी यूज़ हो सकती है। कैसे यूज़ होगी, देखो लॉन्ग टर्म डेट कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बैलेंस शीट एक बार देखो। ठीक है, बैलेंस शीट के ये जो टोटल एसेट्स है, टोटल लायबिलिटीज तो हमेशा इक्वल आते हैं, पता ही है। ये एक हिडन इक्वेशन है जो आपके कभी भी काम आ सकते हैं। जब आप कहीं पे फंसो तो ये इक्वेशन काम आ सकती है। ठीक है, जैसे आपके पास करंट एसेट्स का वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, करंट एसेट्स के अलावा और कौन से एसेट्स बचते हैं, एफ ए बचता है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज का आपके पास वैल्यू अवेलेबल है। करंट लायबिलिटीज के अलावा और कौन सी चीज़ें आती थी, एक तो डेट आता है, देन आपके पास डेट आता है। प्रेफरेंस अपन लेते नहीं है कभी भी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जब तक बोले नहीं तब मानते नहीं अपन प्रेफरेंस को। डेट आता है, लॉन्ग टर्म डेट, देन आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस आता है, देन आपके पास इक्विटी आता। डेट क्वेश्चन ने मना कर दिया, तो क्या बचा आपका, आपका बचा एक तो इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप देखोगे तो आपकी पूरी इक्वेशन के अंदर ये टोटल लाइबिलिटीज, ये टोटल एसेट्स। ठीक है, इनमें आपके पास यही अमाउंट अवेलेबल है। ठीक है, जो अमाउंट अननोन है उनके बीच की अगर रिलेशनशिप मुझे दे रखी हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। मेरे पास अननोन अभी क्या है, एफ ए है। ठीक है, एंड दूसरा मेरे पास यहाँ पे अननोन क्या है, इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मेरे पास अवेलेबल है एक तरीके से, लेकिन इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस को मिलाकर अपन बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, टोटल इक्विटी बोलेंगे। ठीक है, अब प्रेफरेंस क्वेश्चन में नहीं है तो इक्विटी ही मेरा प्रोप्राइटर फंड भी हो जाएगा। प्रोप्राइटर फंड के अंदर अपना सारा शेयर होल्डर फंड आता है, इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, लेकिन प्रेफरेंस क्वेश्चन में नहीं है तो ये इक्विटी ही अपना प्रोप्राइटर्स फंड हो जाएगा। तो अपने अमाउंट कौन से बचे, एक एफ ए बचा, एक प्रोप्राइटर्स फंड बचा। इन दोनों के बीच की लिंकेज मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, एफ ए टू प्रोप्राइटर फंड करके। तो जो ये अमाउंट नॉन अवेलेबल है और इन दोनों के बीच की लिंकेज मुझे दे दी है, तो अब मेरी इक्वेशन बन सकती है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, एंड वहां से मैं सॉल्व करके निकाल पाऊंगा। कैसे बनेगी, ठीक है, एफ ए टू प्रोप्राइटर फंड दे दिया 0.75, दिस इंप्लाइज एफ ए इज इक्वल टू 0.75 इंटू प्रोप्राइटर्स फंड्स। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ये भी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ठीक है, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में आपके आ गया एफ ए प्लस सी ए, टोटल लायबिलिटीज में आ जाएगा आज के प्रोप्राइटर्स फंड्स जस्ट इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करंट लायबिलिटीज, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करंट एसेट्स की वैल्यू लिख दो 8 लाख की, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू लिख दो 3,20,000 की। बचा क्या, इधर एफ ए एंड इधर बचा प्रोप्राइटर्स फंड्स। एफ ए की वैल्यू आप लिख दो इन टर्म्स ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड्स जो आप ऊपर निकाल के लाए। तो ये क्या बन जाएगा, 0.75 प्रोप्राइटर्स फंड्स प्लस 8 लाख इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड्स प्लस 3,20,000। अब पूरी इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल बचा है, कौन सा, प्रोप्राइटर्स फंड्स का। तो जो इक्वेशन थी ना एफ ए अपन प्रोप्राइटर्स फंड्स की, उसने हेल्प क्या करी, इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में रिड्यूस करने की। जो एक वेरिएबल क्या बचा यहाँ पे, प्रोप्राइटर्स फंड्स का वेरिएबल बचा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके प्रोप्राइटर्स फंड निकल के आ जाएगा। प्रोप्राइटर्स फंड सारे एक तरफ, अमाउंट एक तरफ, सॉल्व करके प्रोप्राइटर्स फंड्स की वैल्यू आएगी 19,20,000 की। 19,20,000 आपका प्रोप्राइटर्स फंड्स है, एंड प्रोप्राइटर्स फंड के अंदर अपना सिर्फ अभी इक्विटी है और कुछ भी नहीं है। इक्वल टू इक्विटी, प्रेफरेंस नहीं है, प्रोप्राइटर्स के अंदर प्रेफरेंस भी आता है लेकिन है ही नहीं, सिर्फ इक्विटी लेंगे अपन। ठीक है, इसमें से रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में वैसे ही दे रखी है, तो इसमें से रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कर दोगे तो इक्विटी कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1920 की है, 1920 की है, इसमें से आप माइनस कर दोगे रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू जो 3,20,000 क्वेश्चन में दे रखी है आपको, माइनस कर दोगे तो शेयर कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 16 लाख। तो ये भी सॉल्व होकर आ गया। ठीक है, अब प्रोप्राइटर फंड निकल के आ गया था 1920 का, तो फिक्स एसेट्स भी निकल के आ जाएगा 0.75 इंटू प्रोप्राइटर फंड करके, तो 0.75 इंटू प्रोप्राइटर फंड इज 14,40,000 का, एफ ए भी निकल के आ गया। क्लियर, सारी वैल्यूज आ चुकी है। एफ ए अपना आ गया 14,40,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में दे रखा था 320 का, इक्विटी अपन ने अभी निकाला 16 लाख का। ठीक है, यहाँ के टोटल आपकी लग जाएगी, सेम टोटल यहाँ की भी होगी। ठीक है, यहाँ पे अभी तक आप स्टॉक निकाले हो, स्टॉक का वैल्यू आप निकाल के आ चुके थे।
अब अपने को ये नहीं मालूम कि करंट एसेट्स के अंदर और कौन सा क्लासिफिकेशन और कौन कौन से assets आ सकते हैं, और कौन कौन से आ सकते हैं पता नहीं अपने को। अपने लिए और चीज़ें निकालना पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि अपन ने सारा डेटा यूज़ कर लिया है और कोई डेटा अपने पास नहीं है, सब अपन ने यूज़ कर लिया। तो अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी जितने भी करंट एसेट्स की वैल्यू बच रही है उसको अपन बोल देंगे अदर करंट एसेट्स बैलेंसिंग फिगर, खत्म। क्लियर? बन गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में सबसे ऊपर पहले बैलेंस शीट बना दिया करो, नीचे वर्किंग्स क्या करो सारी। स्पेस जितना लंबा छोड़ना है छोड़ दो, चलता है, मैंने भी तो एक्स्ट्रा छोड़ रखा है देखो। ठीक है, मालूम थोड़ी पड़ता है कितने लाइन का बनेगा, गिनेंगे थोड़ी बैठ के। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, लिख के करना है साथ में मेरे। अब आते हैं अपन गिग लिमिटेड के ऊपर, ये भी आईसीएस स्टडी मेट का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दी 2022 की, 2023 की, 22-23 की। शेयर कैपिटल दे रखी 40 लाख 40 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा 20 लाख एंड 25 लाख, ये 30 लाख लॉन्ग टर्म लोन, 30 लाख लॉन्ग टर्म लोन। एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, सब कुछ सेम है, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़े हैं। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं मतलब क्या हुआ है कि प्रॉफिट कुछ ना कुछ रिटर्न रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर हुआ है। कितना प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर हुआ है? 5 लाख का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर होता है? जो डिविडेंड पे करने के बाद में बचता है वो ट्रांसफर होता है। डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी अगर नहीं बोला हो तो मान लेना डिविडेंड इज 0। दैट मीन्स सारा का सारा प्रॉफिट आपका, सारा का सारा जो इक्विटी के लिए अवेलेबल था अर्निंग्स, वो सारा आपके रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर हो चुका है। यानी आपका ई टैश बिकम्स इक्वल टू 5 लाख रुपीज। ये इसका हिडन एडजस्टमेंट है, डायरेक्टली नहीं बोला है। ये आपका ई टैश इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो आपको दिया नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 8%। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, आपको सबसे पहले करना क्या है, बैलेंस शीट बनानी है इस फॉर्मेट के अंदर, ये फॉर्मेट है आपका। ठीक है, आपका ई टैश 5 लाख हो गया, और क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस कुछ भी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? नहीं है। अगर आपका ई टैश 5 लाख है, दैट मीन्स आपका ईएटी भी 5 लाख हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है, ईएटी 5 लाख हो चुका है। एंड आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो 8% का दे रखा है। दैट मीन्स 8% आपका नेट प्रॉफिट है, दैट मीन्स आपका सेल का 8% आपका नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट बोले तो ईएटी। ठीक है, यानी 5 लाख रुपए आपका सेल का 8% अमाउंट है। तो आपकी सेल कितनी रही होगी? 5 लाख डिवाइड बाय 8%। ठीक है, सेल कितनी रही होगी? चेंज इन रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 5 लाख, आपका नेट प्रॉफिट है, तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो 8% है, तो सेल कितनी निकल के आएगी? 5 लाख बाय 8% इक्वल टू 62,50,000। आपकी सेल 62,50,000 रही है। ठीक है, सबसे पहला आपने ये इन्फॉर्मेशन को यूज कर लिया। देन आपको दिए रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो सेल को इंटू जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बच्चा वो माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 6250 है, उसमें से 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपका बचेगा 50 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल के आ गया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी अपन ने यूज कर ली। देन आगे बोल रहा है लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स एसेट्स। 40% ऑफ द फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म लोन यूज हुआ है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन है कितना? 30 लाख का। ये 30 लाख यूज हुआ है 40% ऑफ फिक्स एसेट्स फाइनेंस करने में, यानी ये 30 लाख इज इक्वल टू 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स कितने रहे होंगे? 30 लाख बाय 40%, तो 30 लाख बाय 40% आपका एफ होगा। कितना आ जाएगा एफ? 30 लाख बाय 40%, 30 लाख बाय 40% इस 75 लाख का आपका एफ आ गया। तो ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर 75 लाख के आपके फिक्स्ड एसेट्स तो भर गए। ये वैल्यू तो अपने पास आगे ही फाइंड आउट हो गए 75 लाख की। अभी तक अपन ने एक भी और चीज़ फाइंड आउट नहीं करी है ना बैलेंस शीट के अंदर, करेंगे अपन उसको। अच्छा, ये देखो वैल्यूज तो आपको दे रखी है। शेयर कैपिटल आपके पास अवेलेबल, रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल, लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल है, उसको तो आप एज इट इज भर दो। कितना है? 40 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस है 25 लाख का, लॉन्ग टर्म लोन 30 लाख का। ठीक है, अब आपको दे रखा स्टॉक टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4। इसका मतलब क्या है? स्टॉक टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अच्छा, उसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लॉजिकली भी इंटरप्रेट कर सकते हो। फॉर्मूले से करूँ कि पहले लॉजिकली बताऊँ? लॉजिकली बता देता हूँ। लॉजिकली मतलब ये है, स्टॉक टर्नओवर यानी कि आपका जो स्टॉक है उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टर्म्स में साल में 4 बार रोटेट करते हो, यानी आपका स्टॉक 4 बार रोटेट होने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इक्वल होता है। स्टॉक 4 बार रोटेट होता है, यानी एक बार खत्म होता है, फिर दूसरी बार आता है, फिर खत्म होता है, फिर तीसरी बार आता है, फिर खत्म होता है, फिर चौथी बार आता है, फिर चौथी बार भी खत्म हो जाता है। तो सिर्फ 4 बार खत्म होता है तब जाके वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इक्वल होता है।
ठीक है, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ योर स्टॉक, एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो आपका एवरेज स्टॉक किससे निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय 4। एवरेज स्टॉक निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय 4। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 50 लाख का था, डिवाइड बाय 4 किया तो 12,50,000 का आपका स्टॉक निकल के आ गया। ठीक है, एवरेज स्टॉक चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक चाहिए? कहीं भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का जिक्र है क्या? सिर्फ नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ही चाहिए, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा सीधे सीधे आपका 12,50 का। ठीक है, अच्छा इसको लॉजिकली समझना हो, फॉर्मुले वाइज समझना हो तो क्या समझोगे? स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मुला लिख दो। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मुला क्या होता है? COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, जिसका वैल्यू दिया है 4। तो अपने पास COGS अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? वो ऊपर जाएगा, 4 डिवाइड में नीचे आएगा, तो COGS डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। दोनों समझा दिया मैंने आपको, जो अपने यहाँ पे किया, जिससे आपको कंफर्ट है आप वो कर सकते हो। मेरा फेवर रहेगा, लॉजिकली समझोगे तो कंफ्यूज कम हो गए। ठीक है, चलो यहाँ से अपना FN निकल गया, यहाँ से अपना स्टॉक निकल गया। स्टॉक कितना हुआ अपना? कितना निकाला अभी अपने स्टॉक? बोलो। अपने निकाला 12,50 का, तो 12,50 का स्टॉक यहाँ पे अपन यूज कर लेते हैं। और अपने को क्या चाहिए? डेटर्स रिप्रेजेंट 90 डेज सेल्स, यानी डेटर्स का कलेक्शन पीरियड 90 डेज का है। अब अगेन यहाँ पे फॉर्मुला यूज करना चाहो तो फॉर्मुला यूज कर सकते हो, मैं इसको लॉजिकली हमेशा क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ कि डेटर्स का मतलब क्या है? डेटर्स के अंदर 90 दिन की सेल फंसी पड़ी है, तो जो आपकी टोटल सेल्स है साल भर की, उसको 90 दिन का कन्वर्ट कर दो, आपके डेटर्स निकल के आ जाएंगे। साल भर की सेल्स कितनी है अपनी? साल भर की सेल्स अपनी 62,50,000 है। इसको 90 दिनों के हिसाब से निकाल लो, 90/360, तो आपका आ जाएगा 62/50/4। ये आपका आ जाएगा 15,62,500। 15,62,500 ये आपका रिसीवल्स हो गया। क्लियर? ये भी यूज हो गया। बस एक एक यूज करते जाना है, क्वेश्चन खत्म होता जाएगा। द कंपनी होल्ड्स कैश इक्वलेंट टू 1.5 months ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कैश इक्वलेंट है हाफ मंथ ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड साल भर का है, उससे को आप 1.5 मंथ का निकाल लो, 6,25,000 आपका आ जाएगा। ये आपका कैश इन हैंड आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी इनकी टोटल आ जाएगी, वो सेम टोटल यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, एंड ये सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका सुंदरी क्रेडिटर्स आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस यही था इसके अंदर। ठीक है, सब 75,00,000, 15,62,500, 12,50, 6,25 एंड ये 14,37। ठीक है, खत्म। बढ़िया क्वेश्चन था ना, प्यारा सा। चलो इसको भी लिख के कर लेना आप। अब आते हैं अपन, इसमें बस इंपॉर्टेंट था ये समझना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए था आपको? स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए था? ये समझना कि 5,00,000 जो है इनके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट है, ई टैश है, एंड ई टैश इक्वल टू EAT है। ये समझ में आ गया हो तो इस एडजस्टमेंट के लिए हार्ट छोड़ जाना कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, एंड लिख के हो गया तो बता के चल जाना। द फॉलोइंग फिगर्स एंड रेशियोज पर्टेन टू ABG कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। चलो, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? आपको करना क्या है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। जब तक 360 डेज नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, अपन 365 लेते हैं, लेकिन यहाँ बोल दिया तो 360 ही लेंगे। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? एनुअल सेल्स इज 50 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 28%। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर आपको, ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या रहता है? ऐसे क्वेश्चनों के अंदर एक ही डेटा पॉइंट रहता है, एक ही फिगर रहता है, बाकी सारे आपके पास रेशियोस 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 रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सब कुछ रेशियोस है, सिर्फ एक ही अमाउंट है, वो है एनुअल सेल्स का। तो क्या करेंगे? आपको बस देखना है कि जो एनुअल सेल्स का जो फिगर है, ये कौन से रेशियो के अंदर मैं यूज कर सकता हूं, उस रेशियो के अंदर यूज करके दूसरी फिगर्स निकालो। ठीक है, कहां पे यूज हो सकता है ये एनुअल सेल्स? सबसे पहले तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में यूज हो सकता है, वहां से इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, COGS निकल के आ जाएगा। दूसरा, वो COGS जो निकल के आएगा वो यूज हो पाएगा इस रेशियो के अंदर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो के अंदर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के अंदर। ठीक है, तो अपन वही करते हैं इसके अंदर। GP रेशियो दे रखा है 28%, तो COGS रेशियो कितना हो गया? 72% हो गया। तो लॉजिकल 28% अगर आपका GP है तो 72% आपका COGS होगा सेल्स का। ठीक है, तो COGS कितना हो जाएगा? सेल्स इंटू 72%। सेल्स कितनी है? 50 लाख की, 50 लाख इंटू 72% 36 लाख का आपका COGS हो गया। तो आपके पास एक और वैल्यू निकल गया कि 36 लाख की, एंड आपने रेशियो कौन सा यूज कर लिया? GP रेशियो यूज कर लिया। ठीक है, एनुअल सेल्स से आपने COGS निकाल दिया। अब आपको यूज करना है COGS को किसके अंदर? FA टर्नओवर के अंदर, स्टॉक टर्नओवर के अंदर।
ठीक है, क्योंकि ये बेस्ड है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बेस्ड है, तो इनके जो रेशो के अंदर जो दूसरी वैल्यू जाती है वो निकल के आ जाएगी। कौन सी जाती है? इससे एफ निकल के आ जाएगा, इससे स्टॉक निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड टर्नओवर रेशो के अंदर सीओजी अपॉन एफ इज इक्वल टू 1.5, सीओजी जाएगा 36 लाख का, एफ निकल के आ जाएगा बैलेंस फिगर 24 लाख का। ठीक है, सेम आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो है जो अपना नीचे है, स्टॉक टर्नओवर रेशो है, उसके अंदर सीओजी अपॉन स्टॉक जाएगा। ठीक है, सीओजी अपने पास है 6 अवेलेबल है, तो स्टॉक आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा 6 लाख का। तो स्टॉक आ गया, एफ आ गया, इनकी अपन उड़ा देते हैं अभी। स्टॉक आ गया, एफ आ गया। ठीक है, ये अपने पास आ चुका है। और अपने को भी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो जो यूज़ करी उस पर टिक करते जाओ। अपन एफ टर्नओवर यूज़ कर लिया, अपन स्टॉक टर्नओवर यूज़ कर लिया। और कौन से रेशोज अभी अपन यूज़ कर सकते हैं? क्विक रेशो, करंट रेशो, स्टॉक अपने पास आ चुका है ना, तो अपन क्विक रेशो करंट रेशो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, जब स्टॉक, क्विक रेशो और करंट रेशो तीनों अवेलेबल हो तो अपना एडजस्टमेंट पॉसिबल हो जाता है, तो अपन उनको यूज़ कर सकते हैं। सेल्स अपने पास अवेलेबल है तो अपन डेटर्स कलेक्शन पीरियड से यूज़ करके उससे डेटर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एफ ए टू नेटवर्थ के अंदर एफ आई यूज़ करके अपन नेटवर्थ भी निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल एडजस्टमेंट अपने लाइन पे अभी हैं। सबसे पहले अपन कौन सा यूज़ करते हैं? इजी वाले कर लेते हैं जो आपको ऑलरेडी आता है, क्विक रेशो, करंट रेशो एंड स्टॉक वाला एडजस्टमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर से अपन ने 6 लाख का स्टॉक निकाल लिया था। ठीक है, करंट रेशो दे रखा सी अपॉन सी एल इक्वल टू 1.5, तो सी ए इज इक्वल टू 1.5 सी एल। क्विक असेट्स रेशो दे रखा है आपको, क्विक रेशो दे रखा है 1 का, तो क्विक असेट्स इज इक्वल टू सी एल, क्विक असेट्स अपन सी एल इज इक्वल टू 1 है, क्विक असेट्स इक्वल टू सी एल हो गया। ठीक है, अब सी ए इज 1.5 सी एल एंड क्विक असेट्स इज सी एल। करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स करते तो किसके इक्वल आता है? स्टॉक के इक्वल आता है। ठीक है, तो अपना करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स करेंगे तो अपने किसके इक्वल आएगा? स्टॉक के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, स्टॉक के इक्वल आना चाहिए। स्टॉक का वैल्यू कितना है? 6 लाख की इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों का जब अपन एक दूसरे से माइनस करेंगे तो अपने किसकी इक्वल आएगा? 6 लाख के स्टॉक की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स कितना होता है? 1.5 सीएल माइनस सीएल, 1.5 सीएल माइनस सीएल इज इक्वल टू 0.5 सीएल। ये 0.5 सीएल किसकी इक्वल आ जाएगा? आपकी इन्वेंट्री के। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? 6 लाख की। तो 0.5 सीएल इज इक्वल टू 6 लाख का आपका इन्वेंट्री का वैल्यू। इससे आपका सीएल निकल के आ जाएगा बैलेंस फिगर में, 0.5 डिवाइड में जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अपना सीएल कितना निकल के आया? 12 लाख का निकल के आ गया। अब सीएल निकल के आ चुका है तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स भी निकल के आ जाएंगे, क्योंकि वो दोनों तो इसके ऊपर ही बेस्ड थे। तो करंट एसेट्स 1.5 सीएल है एंड ये सीएल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 लाख इंटू 1.5 इज करंट एसेट्स 18 लाख, एंड क्विक एसेट्स तो सीएल के इक्वल था तो वो 12 लाख हो जाता है। ठीक है, तो करंट एसेट्स का वैल्यू आ गया, क्विक एसेट्स का वैल्यू अपने पास आ गया। अपने पास करंट एसेट्स का वैल्यू चाहिए था, वो अपने यहाँ पे टोटल आ गया 18 लाख का। करंट लाइबिलिटीज का टोटल चाहिए था, वो अपने यहाँ पे आ गया 12 लाख का। ठीक है, देखो अब और कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है? क्विक एसेट्स को अपने को अलग से कहीं पे यूज़ करना, क्विक एसेट्स कहीं पे अलग से दिखाना नहीं पड़ता अपने को। ठीक है, स्टॉक निकल के आ गया, बस बहुत है। अपन ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली? करंट रेशो यूज़ कर लिया, क्विक रेशो यूज़ कर लिया। अब डेटर्स कलेक्शन पीरियड 45 डेज का है, तो सेल्स इंटू 45/360, यानी 45 डेज की सेल्स आपके डेटर्स के अंदर फंसी हुई होती है। तो सेल्स इंटू 45/360 करेंगे तो डेटर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना है डेटर्स कलेक्शन पीरियड? 45 डेज का, यानी 45 डेज की सेल्स आपके डेटर्स में फंसी हुई होती है। तो डेटर्स कैसे निकल के आ जाएगा? क्रेडिट सेल्स इंटू 45 डेज का। सारी सेल्स क्रेडिट के ऊपर है, तो जितनी सेल थी 50 लाख की उसको 45/360 कर देंगे तो 650 का आपका डेटर्स निकल के आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, 650 का डेटर आ गया, ये भी अपना आ गया। ठीक है, टोटल करंट एसेट्स आपके इतने थे। इसके अलावा स्टॉक और डेटर्स के अलावा अगर कोई भी एसेट निकालना पॉसिबल नहीं होगा तो बाकी सारे अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फिर अदर करंट एसेट्स के नाम से चल जाएंगे बैलेंस फिगर के अंदर। देखते हैं कुछ और पॉसिबल होगा तो लिखेंगे, वरना वो बैलेंस फिगर हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये भी यूज हो गया अपना इक्वेशन। देन अपने के ये तीन चीजें बचती हैं। रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल अभी यूज नहीं हो सकता। ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.5 का ये भी यूज हो सकता है क्या? कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंदर अपने को लगेगा डेट एंड अपना इक्विटी, नहीं ये भी यूज नहीं हो पाएगा। अपना अभी यूज होगा एफ ए टू नेटवर्थ। कैसे यूज होगा? अपने पास फिक्स एसेट्स ऑलरेडी आ चुका है, उसको अपन इसमें डालेंगे। देखो जो जो डेट आपको दिखे यूज आता है वो उसको यूज करो। कैपिटल गियरिंग रेशियो भी इनडायरेक्ट दिख रहा है अपने को, एफ ए टू नेटवर्थ अपने को डायरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि इसमें एफ ए अपने पास है तो नेटवर्थ अपने पास निकल के आ जाएगा बैलेंस फिगर के अंदर।
ठीक है, एफ अपन ने निकाला था 24 लाख का, तो एफ ए टू नेटवर्थ इज इक्वल टू 1.2, इसमें एफ ए डालेंगे तो नेटवर्थ बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा 20 लाख का। ठीक है, अब नेटवर्थ के अंदर क्या क्या होता है, इक्विटी एंड मतलब नेटवर्थ बेसिकली मीन्स टोटल इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आपका आता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली, यहाँ पे नेटवर्थ के केस में कुछ टीचर्स अननेसेसरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये बोलते हैं कि इसके अंदर प्रेफरेंस भी आता है। नेटवर्थ के अंदर प्रेफरेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेंस से नहीं आता। आप कंपनी लॉ पढ़ोगे वहां पे नेटवर्थ के अंदर आपका आएगा प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे अपन आ जाते हैं, सी हर सब्जेक्ट सेम नहीं होता ना। अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग करने का, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंस मैनेज करने का। तो सब्जेक्ट चेंज होती है, अपना ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन भी चेंज होता है। तो नेटवर्थ जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो रही है उसके अंदर आपका प्रेफरेंस नहीं आता, सिर्फ इक्विटी शोल्डर फंड आता है। कि अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एंड स्टडी मेट भी आप खोल के देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, किसी एआई वगैरह से भी पूछ लेना आप, मालूम पड़ेगा आपको। तो प्लीज डोंट बिलीव ऑन दोज फॉर्मुलाज कि नेटवर्थ के अंदर प्रेफरेंस भी आ रहा है, नहीं आता, सिर्फ इक्विटी आता है। ठीक है, तो नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 20 लाख का। ठीक है, दैट मीन्स इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस शुड बी इक्वल टू 20 लाख। ठीक है, एफ ए टू नेटवर्थ, यार मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, तो वहां से एक्सपीरियंस में जब अपन पढ़ते तो अपने को हमें मालूम पड़ता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका सेंस क्या होता है, वही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ क्लास के अंदर। ठीक है, चलो ये आपका एफ ए टू नेटवर्थ आपने यूज कर लिया। अब आपके बचते हैं ये दो चीजें। ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, ये दोनों अभी अपने यूज होते हैं। कैसे यूज होंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन यूज करेंगे यहाँ पे, अच्छा जो जो चीजें निकल के आगे उसको डालते जाते हैं ना अपना, नहीं अभी कुछ निकला नहीं और। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आपको क्या बोला है, रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.6:1, तो रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन इक्विटी कैपिटल कितना हो गया, 0.6:1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो टोटल इक्विटी की वैल्यू कितनी है, 20 लाख की। ठीक है, जिसमें से एक हिस्सा रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसमें से एक हिस्सा रिजर्व एंड सरप्लस है, ये रिजर्व एंड सरप्लस, एक हिस्सा उसका इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बोला है कि वो 0.6 है और इक्विटी कैपिटल 1 है। ठीक है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर इक्विटी मेरा 20 लाख का है, अगर मेरा इक्विटी 20 लाख का है तो उसका एक हिस्सा इक्विटी कैपिटल है जिसके बारे में बोला है कि वो 1 टाइम है, एंड जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 0.6 टाइम है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मैं जोड़ करूं 1 और 0.6 तो कितना हो जाएगा, 1.6। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो इक्विटी 20 लाख का है ये 1.6 टाइम हो गया। सर किसका टाइम बोल रहे हो आप, ये जो भी लेना आपको लो, आप एक्स ले लो, अज्यूम कर लो कि ये 1x हो गया, ये 0.6x हो गया, ये 1.6x हो गया। एक्स अज्यूम नहीं भी करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। लॉजिकली सोचो, इक्विटी कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में एक लिंकेज दिया है कि इक्विटी बोला 0.6 है और इक्विटी 1 है। अब उसको वैसे समझ के चलो ना, अभी 0.6 और 1 एक्स वैक्स क्यों बीच में लेके आ रहे हो, क्यों एक्स को जिंदगी में लेके आना आपको, भी बुला दो उनको। ठीक है, आगे बढ़ो जिंदगी में। 0.6 और 1, ये 0.6 है ये 1 है। ठीक है, तो आपका 20 लाख एक तरीके से 1.6 हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। लॉजिकल है ना। मैं इसको एक्स से भी समझाऊंगा, बोलो तो एक्स से भी समझा दूंगा मैं आपको, क्योंकि शायद वो आपको ज़्यादा इमोशनली हिट करता है, मैं आपको वो भी समझा दूंगा, लेकिन आप पहले ईजी वाला समझो आप। ठीक है, तो ये 1 और 0.6 है, तो ये 1.6 हो जाएगा ना 20 लाख। अगर 20 लाख 1.6 के इक्वल है तो क्या मैं 1 और 0.6 नहीं निकाल सकता? अगर 20 लाख की 1.6 के इक्वल है तो 1 कितना रहा होगा, 0.6 कितना रहा होगा? सिंपल, 20 लाख को 1.6 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो तो ये 1 वाला नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.6 कर दो तो ये 0.6 वाला नंबर आ जाएगा। सिंपल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो 20 लाख डिवाइड बाय 1.6 इंटू 1, इक्विटी का आ गया 1250, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 1.6 इंटू 0.6 इस 7.5 लाख। इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस में स्प्लिट होकर आपके पास अमाउंट आ गया 1250 और 7.5 का। आपको एग्जाम में ऐसे ही करके आना है, सिंपल वाला। बोलो तो मैं एक्स वाला बता दूं आपको, बताऊं एक्स वाला? जानना चाहते हो कि एक्स को लेकर चाहते हो कि रो, नहीं 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 नहीं, नहीं। खुश हो, मुझे पता है तुम लोग खुश हो। ठीक है, आओ देखो, सिंपल ऐसा कर सकते हो आप इसको। मतलब ठीक है, आप इसको बोलो ये 1x है, ये 0.6x है। x तो बोल सकता हूँ ना मैं, क्योंकि इनका रेशियो क्या है, 0.6/1 है। तो नंबर क्या रहे होंगे, ये 0.6 इंटू एक्स समथिंग कुछ रहा होगा, ये 1 इंटू एक्स समथिंग कुछ रहा होगा, तभी जाके इनका रेशियो 0.6/1 आया होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 लाख, ये एक तरीके से 1.6x हो गया। अब सिंपल, अगर 20 लाख 1.6x के इक्वल है तो 1x कितना होगा, 0.6x कितना होगा? तो 20 लाख डिवाइड बाय 1.6x मल्टीप्लाई बाय 1x, x वैसे ही कट जाएगा, कुछ बचा x की कोई वैल्यू बची यहाँ पे, कट गया x एकदम, इसलिए मैंने पहले भी नहीं लिया था x।
ठीक है, यहाँ पे 1.6 इंटू 0.6 एक्स बचा, वापस एक्स एक्स कट गया, एक्स का एक्स, ठीक है चलो, तो ये एक्स एक्स कट गया, कितनी खुशी हो रही है ना अपने को, ये कट कौन रहा है, चलो, तो ये 7.5 लाख का आपका निकल के आ गया। ठीक है, खत्म यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं आपका लॉन्ग टर्म डेट, एक तरीके से बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा, आपका यहाँ पे टोटल 24 लाख प्लस 18 लाख है, कितना हो गया टोटल 42 लैक्स। सेम 42 लैक्स यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो ये आपका रिजर्वेंस, ये आपका लॉन्ग टर्म डेट बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस फिगर नहीं भी निकालना चाहो तो इसके लिए अलग से ये लोगों ने एक रेशो भी दे रखा है जिससे आप निकाल पाओगे उसको। बताऊँ कैसे, एक रेशो बचा हुआ अभी तक आपने यूज़ करा हुआ, ये 0.6:1 है, ये 0.5 वाला जो रेशो है ना कैपिटल गियरिंग रेशो, ये भी बचा हुआ है अपना। कैपिटल गियरिंग रेशो क्या दिखाता है, फिक्स कॉस्ट फंड्स अपॉन वेरिएबल कॉस्ट फंड्स। फिक्स कॉस्ट फंड्स में अपना आता है डेट एंड प्रेफरेंस, वेरिएबल कॉस्ट फंड्स में आता है अपना सिर्फ इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। वेरिएबल प्रेफरेंस तो अपना बिल्कुल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रेफरेंस अपन लेते ही नहीं चलते हैं। तो अपना कैपिटल गियरिंग रेशो कैसे निकल के आ जाएगा, कैपिटल गियरिंग रेशो बन जाएगा डेट अपॉन इक्विटी एक तरीके से, क्योंकि ऊपर प्रेफरेंस आता है साथ में, वो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ डेट बचा, नीचे इक्विटी आ गया, वो इक्वल टू 0.5 है। इक्विटी का वैल्यू अपने पास है, में प्रेफरेंस इक्वल टू 0, इक्विटी का वैल्यू अपने पास है, तो डेट कैसे आ जाएगा, इक्विटी इंटू 0.5, यानी 20 लाख इंटू 0.5 इज 10 लाख। वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन उसका नीड भी नहीं था, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेट बैलेंस फिगर वैसे ही निकल जाता आपका। तो अपने सारे रेशियोज एक तरीके से यूज हो गए, कुछ बचा नहीं। दैट मीन्स अपना ये जितना भी बैलेंस बचा है ना करंट एसेट्स का, वो सारा अपन बोल देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फिर अदर करंट एसेट्स के अंदर, और कुछ तो बचा ही नहीं, और कुछ निकाल नहीं सकते। तो बस ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ना, मजा आया ना, लिख के कर लेना, हो गया और लिख के तो बता देना कमेंट के अंदर कि सर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ना, ये इस पे ग्रिप लेके आना इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ये May 24 में आ रखा है 5 मार्क्स का, सारे भरे हुए, अपडेटेड, एकदम अपडेटेड, सुपर हंड्रेड एकदम अपडेटेड। ठीक है, थीम लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, 12.5% डेट है अपने 45 लाख का। देखो अमाउंट दे रखे हैं सिर्फ दो, फिक्स एसेट्स वाले और डेट वाला, बाकी सारे रेशियोज हैं। एक तीसरा अमाउंट मैं निकाल सकता हूँ जो हिडन है, कैसे निकलेगा, 12.5% डेट बोला है 45 लाख का, 12.5% 45 लाख का, तो इंटरेस्ट अमाउंट निकाल सकते हो ना, 45 लाख इंटू 12.5% करके आपका उससे इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, तीसरा अमाउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या बोला है निकालने को, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जब भी ऐसे पार्ट्स वाले बोले हो ना, तो उसके अंदर एक एक करके वर्किंग करनी चाहिए अपने को। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोला तो उसका फॉर्मूला सोचो क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। तो अपने को ईबीआईटी खोजना है, इंटरेस्ट खोजना है। इंटरेस्ट तो मैंने अभी आपको बता दिया कैसे निकलेगा, 45 लाख इंटू 12.5%। देन अपने को दूसरा खोजना है ईबीआईटी। ईबीआईटी खोजने के अपने को राह पे निकलना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट निकाल लेते हैं ना, इंटरेस्ट कितना है, अच्छा इंटरेस्ट अपना, इंटरेस्ट किधर है, इंटरेस्ट किधर है, इंटरेस्ट अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 560 टू 500 का। ठीक है चलो, अब अपन कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे, देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे डेट का अमाउंट है, देन अपने पास यहाँ पे फिक्स एसेट्स का अमाउंट है। देखो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, डेट, डेट टू इक्विटी में डायरेक्टली यूज़ हो सकता है, तो आपका यहाँ से इक्विटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इक्विटी कितना निकलेगा, 45 लाख बाय 1.5, 45 लाख बाय 1.5, डेट इक्विटी को 1.5 किया, इसमें डेट का वैल्यू डाला तो इक्विटी बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 30 लाख आएगा। ठीक है, ये सबसे पहले आपने निकाला। देखो ईवीटी तक पहुंचने के लिए अपने को डेट इसके थ्रू जाना पड़ेगा, कैसे, ये अपने यूज़ कर लिया, यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया। अब आगे आपको बोलेगा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड इज 54%। ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए इंटरेस्ट कवरेज, जिसके लिए आपको ईबीआईटी चाहिए। ईबीआईटी का आपका लिंकेज देखो कि कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दे रखा है अपने को, क्योंकि ईबीआईटी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से निकलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अपने को दे रखे हैं ये वाले, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, ऑपरेटिंग रेशियो, रेशियो ऑफ दिस, ये अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जिसमें एक प्रॉफिट का रेशियो कौन सा है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। तो अपने को इसके लिए शेयर होल्डर फंड चाहिए रहेगा, तभी जाके मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड 54%, तो इसके लिए अपने शेयर होल्डर फंड चाहिए, तो शेयर होल्डर फंड अपन ने ये डेट टू इक्विटी से निकाल लिया। ठीक है, वैसे शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों, लेकिन प्रेफरेंस का कहीं नाम नहीं है, तो अपन मानेंगे सिर्फ इक्विटी है, प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं है।
ठीक है, तो सिर्फ इक्विटी जो अपना यहां से निकल के आया 30 लाख का, उसी के ऊपर 54% कंपनी ने रिटर्न कमाया है। ठीक है, अच्छा अब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड किसके ऊपर निकलता है, कैसे फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड का, मुझे बताओ कि आपने आपकी इक्विटी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए आपने कितना रिटर्न कमाया। रेशियो की फॉर्म, रिटर्न कौन सा अमाउंट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट का इनका रिटर्न रिफ्लेक्ट करता है, ईएटी या फिर ई टैश, ईएटी या फिर ई टैश, यानी आप इनके पैसे का 54% ईएटी या ई टैश कमाए हो लॉजिकली। ठीक है, अगर आप रेशियो लिख के करना चाहो कि 54% इज इक्वल टू ई टैश डिवाइड बाय इक्विटी, तो वैसे भी काम कर सकते हो। उससे ई टैश कैसे निकल के आ जाएगा, ई टैश को मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी इक्विटी को मल्टीप्लाई कर दोगे 54% से, तो आपका यहाँ पे ई टैश निकल के आ जाएगा। ठीक है, वही अपन करने वाले हैं अभी नीचे। ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड इक्वल 54%, अज्यूमिंग नो प्रेफरेंस, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बिकम्स इक्वल टू 54%। ठीक है, तो ई टैश इक्वल टू 54% इंटू इक्विटी, मैंने आपको बताया। तो ई टैश कैसे आ जाएगा, 54% इंटू 30 लाख इक्वल टू 16,20,000, ये आपका ई टैश आ गया 16,20,000 का। अब इससे अपने को ईबीआईटी तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, ई टैश तक पहुंच गए, ई टैश इज इक्वल टू ईएटी, प्रेफरेंस नहीं है, ईएटी से वापस एक स्टेप पीछे आना है अपने को ईबीटी तक, तो टैक्स रेट को यूज कर सकते हैं, टैक्स रेट दे रखी है। ईबीटी से ईबीआईटी तक पहुंचने के लिए इंटरेस्ट यूज करना है, जो अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट बना देंगे ईबीआईटी से लेके ई टैक्स तक का, एंड एक एक स्टेप ऊपर जाते जाएंगे, पीछे जाते जाएंगे। नीचे लिखा अपन ने ई टैक्स 16,20,000 का, ईएटी भी 16,20,000 का हो गया। देन अपने यहाँ पे आता है बीच में टैक्स 25% का, क्वेश्चन में रेट दे रखी है 25% की। ठीक है, दैट मीन्स ईएटी को अपने को पहले बिफोर टैक्स करके अपने को ईबीटी तक पहुंचना है। तो कैसे करेंगे, 16,20,000 को बिफोर टैक्स करने के लिए 1 माइनस टी, टी कितना है 25%, तो 1 माइनस 0.25 इज 0.75, तो 16,20,000 बाय 75% करेंगे तो अपना ईबीटी आ जाएगा। कैसे किया, ईएटी को अपन बिफोर टैक्स करके लेके गए तो ईबीटी आ गया, सिंपल। ठीक है, 21,60,000, 16,20,000 अपॉन 0.75 करो, 16,20,000 बाय 0.75 कितना आया, 21,60,000 ही आ गया। ठीक है, 21,60 का टैक्स रेट भी, टैक्स भी चाहिए अपने को, टैक्स का ऐसे जरूरत नहीं है अपने को, सिर्फ ईबीटी से मतलब है, बट अगर वो कंप्लीट करना तो टैक्स भी निकाल सकते हो, इसका 25% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ईबीटी आ गया। बीच में इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, ऊपर निकाल देंगे, डेट का अमाउंट दे रखा है, उसका रेट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, इंटरेस्ट आ गया। ईबीआईटी आपका बैलेंस से फिगर निकल के आ जाएगा कि 21,60 है और ये आपका इंटरेस्ट इतना है, तो ईबीआईटी कितना रहा होगा, ईबीआईटी कितना रहा होगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके ईबीटी आता है। ठीक है, तो ईबीटी तक कैसे पहुंचोगे, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कि ठीक है, तो ये क्या करोगे, कैसे निकलेगा आपका, ये दोनों को ऐड कर दो तो आपका ईबीआईटी निकल के आ जाएगा। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया, आ गया खत्म। ठीक है, फर्स्ट वाला खत्म हो गया। कौन कौन से रेशियोज के लिए यूज हो गया, ये यूज हो गया, टैक्स रेट यूज हो गया, नीचे वाला भी बाकी के बचे हुए भी बने। ठीक है, देन आपको बोला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अभी अपने पास सेल्स नहीं है, ना ही ग्रॉस प्रॉफिट अपने पास, लेकिन अपन ईबीटी तक तो पहुंचे हुए ही हैं। ठीक है, और कौन से रेशियोज अपन यूज करेंगे बताओ, जो बचे हुए रेशियोज हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, एक रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। मैं तो समझता हूँ कि इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगा 2:6 से, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, इतना तो अपन समझते हैं। ठीक है, तो अपने को अब इनको यूज करना रहेगा। समझना, यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है 85% का, मैंने आपको रिजर्वेशन वीडियो के अंदर बताया था। ऑपरेटिंग रेशियो को अपने को रीड कैसे करना होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की तरह। ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, दैट मीन्स आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 85% ऑफ योर सेल्स, 85% ऑफ योर सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 85% ऑफ योर सेल्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा, 100 माइनस 85 इज इक्वल टू 15%। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 15% का। क्लियर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना निकाला बनने, 15% का निकाला। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं अभी भी निकाल के लेके आया हूं, कितना निकाल के लेके आऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 27,22,500 का। एक सेकंड ना, ठीक है, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकाल के आया हूँ, 27,22,500 का निकाल के लेके आया हूँ। ठीक है, 27,22,500 का निकाल के लेके आया हूँ। अब मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है कितना, 15% का, जो मैंने अभी यहाँ से निकाला। एक सेकंड दो यार, ठीक है, चलो। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैंने कितना निकाला,
15% का निकाला, और मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट अमाउंट कितना अवेलेबल है, 27/22,500 का अवेलेबल है। ठीक है, इससे मैं सेल्स निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा यार, देखो लॉजिकल सी बात है ना, ये क्या दिखा रहा है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 15% ऑफ योर सेल्स, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है 27/22,500 का। ठीक है, तो सेल्स नहीं निकल सकती क्या, डिवाइड बाय 15% करके। या फिर अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो इक्वेशन लिख दो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स इंटू 15% करके, जो अमाउंट इसकी इक्वल है 27/22,500 के, तो सेल्स कैसे निकलेगी, 15% को डिवाइड में लेके चल जाओ। ठीक है, बस वैसे ही निकाला अपन ने, 27/22,500 बाय 15% इज इक्वल टू 1,81,000, 1,81,50,000। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दे रखा है 85% का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, ईवीआईडी अपॉन सेल्स करके निकलता है। ठीक है, ईवीआईडी अपॉन सेल्स करके निकलता है, 15% हो गया। ठीक है, जिसमें से सेल्स अपने पास अवेलेबल नहीं है, ईवीआईडी अवेलेबल है, तो अपन सेल्स बैलेंस फिगर निकाल के आ जाएंगे। सेल्स तक पहुंच गए अपन। ठीक है, अब सेल्स 1,81,50,000 आ चुकी है। ठीक है, इसको मैं 85% जो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इक्वल टू 85%। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेल्स इंटू 85%। ठीक है, सेल्स इंटू 85%, ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल सेल्स इंटू 85%, सेल्स आ गई, इसको 85 से मल्टीप्लाई किया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 1,54,27,1,54,27,500। ठीक है, अब इसको अपना एक और रेशियो काम में आ गया, कौन सा काम में है अपना, ये काम में आ चुका है अपना। अब बचता है ये वाला रेशियो 2:6 का। ये क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 2:6, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 2:6। यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर 2 है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6 है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करके क्या आता है मेरे पास, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 8 मेरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था सबसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो 8 इज इक्वल टू 6 + 2, एंड आपके पास इसका अमाउंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट का 154,27,500 का। ठीक है, तो ये 154,27,500 का एक हिस्सा COGS है, एक हिस्सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी COGS अगर 6 है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर 2 है तो 154,27,500 8 हो गया ना। तो अगर ये 8 है तो 6 कितना होगा, 2 कितना होगा, निकाल लो। ठीक है, तो 154,27,500 अपॉन 2 + 6 इंटू 6, ये आ गया आपके पास COGS का 1,15,70,625। ठीक है, ये COGS निकल के आ गया, COGS निकल के आ चुका है, सेल्स आप पहले ही खोज के आ चुके हो, सेल्स में से COGS माइनस करोगे तो आपके पास जीपी आ जाएगा, जीपी आ जाएगा तो जीपी बाय सेल्स करके आप जीपी मार्जिन निकाल पाओगे। जीपी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस COGS अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल्स आ गया, क्या हो गया भाई, नाराज है क्या। ठीक है, चलो, कभी कभी हो जाता है, रूट जाता है ये। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको अपन ने किया, माइनस किया, अपने पास 36.25 निकल के आ गया। ठीक है, ये भी उसमें आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ना, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये अपना ये भी यूज़ हो गया। अब लास्ट बचता है अपना फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट रेशियो का, जिससे अपने को निकालने रहेंगे करंट एसेट्स। ये अपने निकल सकते हैं क्या, अपन को उसकी बात करनी है। ठीक है, देखो मैं डेट भी निकाल के आ चुका हूँ, मैं इक्विटी भी निकाल के आ चुका हूँ, देन मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं, मेरे पास करंट रेशियो दे रखा है। ठीक है, आ जाओ नीचे आओ। तो अब मेरे पास कोई भी और इक्वेशन नहीं बची, क्लिक करके आपको, मेरे पास अभी तक कोई भी और इक्वेशन नहीं बची। ऐसे केस में अपनी हिडन एडजस्टमेंट जो होती है, हिडन इक्वेशन जो होती है वो काम में आती है। वो कौन सी है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज वाली। तो वो इक्वेशन लिखो, उनका एक एक का ब्रेकअप डालते जाओ, एंड उसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाओ जो भी आपने अभी तक निकाल लिए, कुछ ना कुछ इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, जैसे करंट रेशियो आपको दे रखा है CA/CL इक्वल्स टू 1/1.8 का, उससे आपके निकल के आ जाएगा CA इज इक्वल्स टू 1.8 CL। ठीक है, अब टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज वाली हिडन सेकंड इक्वेशन यूज करो। ठीक है, इसके अंदर आपके टोटल एसेट्स में क्या आएगा, एक FA एक CA आएगा, जिसमें आपके पास FA अवेलेबल है, और CA को आप 1.8 CL यहाँ से लिख दोगे। ठीक है, देन आपके टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले आपका डेट आएगा, इक्विटी आएगा, एंड करंट लायबिलिटीज आएगा। डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी, करंट लायबिलिटीज, प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जिसमें से डेट का अमाउंट अपने पास दे रखा है
45 लाख का। इक्विटी का अमाउंट अपन ने निकाला था 30 लाख का। करंट लायबिलिटीज बचता है जो अपन यहाँ पे एज सी ए लिख देंगे, ठीक है। एफ ए की जगह पे अपन ने 39 लाख का एफ ए लिखा जो क्वेश्चन में अवेलेबल है। सी ए की जगह पे अपन ने सी एल की टर्म्स में इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे। सी ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1.8 सी एल, सी ए की जगह पे अपन ने 1.8 सी एल लिख दिया। तो ये पूरी इक्वेशन एक तरीके से करंट लायबिलिटीज के टर्म्स में आ गई। ये सी ए भी सी एल के टर्म्स में आ गया, सी एल भी, सी एल तो खाली सी एल था ही, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो करंट लायबिलिटीज सॉल्व होकर निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 45 लाख की निकल के आएगी। 45 लाख की करंट लायबिलिटीज निकल के आई तो करंट असेट्स आपका हो जाएगा 45 लाख इंटू 1.881 लाख जो आपने यहाँ पे निकाला। ये भी बहुत अच्छा एडजस्टमेंट था। इसको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको पूरे को लिख के करना है आपको। हो जाए कमेंट सेक्शन में डाल के जाना, कितना पसंद आया रेट करके चल जाना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। 9 और 10 के ऊपर मत देना। सही क्या बात है, रेट करने भी बोल रहे हो, फिर 9 और 10 तक रेट भी कर दिया। हाँ आगे आएंगे ना और अच्छे क्वेश्चन तो थोड़ा स्पेस छोड़ो, ठीक है। चलेगा, क्लिक के कर लेना इसको। 6th वाला हो गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ये भी ऐसे स्टडी मैट का ही है, ठीक है। गांगुली कंपनी है, इसके आपको बनानी है बैलेंस शीट एंड आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। जिसके अंदर आपको दे रखा है एवरेज स्टॉक 10 लाख का। सबसे पहले तो एक सेकंड ना, 10 लाख का आपको एवरेज स्टॉक दे रखा है। एक ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक आपको वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है, एक आपको नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का वैल्यू दे रखा है। बाकी सारे रेशोज है। अब आपको देखना है कि इनको आप किसके अंदर यूज़ कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में दे रखा है, तो वर्किंग कैपिटल करंट रेशो साथ में यूज होता है, तो अपना सी और सी एल दोनों निकल के आ जाता है, ठीक है। सबसे पहला तो ये एडजस्टमेंट है। देन दूसरा अपने को दे रखा है यहाँ पे एवरेज स्टॉक का। एवरेज स्टॉक कहाँ पे यूज होगा सर? आपने कहा था ना एवरेज स्टॉक करंट रेशियो एसेट टेस्ट रेशियो दे रखा हो तो उसको यूज कर सकते हैं, नहीं। मैंने कहा था इन्वेंट्री करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो साथ में दे रखा हो। तो मैंने आपको बोला भी था, उस टाइम भी समझाया था कि जो इन्वेंट्री आती है करंट रेशियो एसेट टेस्ट रेशियो दोनों क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो उनके अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी तो यूज कर पाएंगे अपन। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, ये एवरेज स्टॉक है, इसको अपन यूज नहीं कर सकते। तो एवरेज स्टॉक यहाँ पे किस में यूज होगी? जिस रेशियो के अंदर एवरेज स्टॉक लगता है। एवरेज स्टॉक में क्या लगता है? उनमें लगता है जिसके अंदर एक आइटम रेशियो के अंदर बैलेंस शीट का होता है, एक पीएनएल का होता है। जैसे टर्नओवर रेशियोस, उनके अंदर एवरेज जाता है। जैसे यहाँ पे अपने पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो है ना, यूज सेल्स टर्नओवर दे रखा है, इसके अंदर ही आपका एवरेज स्टॉक जा सकता है, ठीक है। इसको यूज करेंगे अपन इसके अंदर, तो इससे अपना बैलेंसिंग फिगर सेल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। देन सेल्स निकल के आ गया तो सेल्स अपना फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में जाएगा, फिक्स एसेट निकल के आ जाएंगे। एंड वही सेल्स अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड में जाके अपना डेटर्स निकाल के दे सकता है। तो यहाँ से मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। मैं एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ एंड वैल्यूज निकालते चलेंगे अपन। सबसे पहले अपन यूज करते हैं एवरेज स्टॉक को स्टॉक टर्नओवर रेशियो के अंदर, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 का, सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक का, ठीक है। अब इसमें एवरेज स्टॉक डाल दो आप, 10 लाख का, सेल्स निकल के आ जाएगी 50 लाख की। ये आपका सबसे पहला आइटम हो गया इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है। 50 लाख निकल के आ गई। देन आप इस 50 लाख को यूज करोगे एफ ए टर्नओवर रेशियो का, जैसे आपको बताया एफ ए टर्नओवर रेशियो दे रखा 0.8 का। वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सेल्स अपॉन एफ ए, ठीक है। सेल्स डाल देना, एफ ए बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? 62,50,000 का। ये आपका फिक्स एसेट्स का यहाँ पे अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है, ठीक है। देन आप यूज करो अब करंट रेशियो को। एक काम करेंगे, बैलेंस शीट के पहले कर लेते हैं। जैसे अपना बैलेंस शीट के निकल के आ गया ना, एफ ए निकल के आ गया, ठीक है। एफ ए निकल के आ गया। अब बैलेंस शीट रेशियोज को यूज कर लेते हैं। पहले करंट रेशियो यूज कर लेंगे, रिसीवेबल रेशियो यूज कर लेंगे अपन, उनसे अपन पहले बैलेंस शीट खत्म करते हैं, देन अपन इनकम स्टेटमेंट में आते हैं बाद में। तो अब अपन आते हैं करंट रेशियो पे। 3:1 था, 3:1 था, तो करंट एसेट्स इक्वल टू 3 CL, ठीक है। देन आपको क्विक रेशियो दे रखा है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1, तो क्विक रेशियो अपॉन क्विक एसेट्स अपॉन CL हो जाएगा 1 का, तो क्विक एसेट्स इक्वल टू CL हो जाता है। वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको, ठीक है, CA माइनस CL इज इक्वल टू 10 lakhs का, ठीक है। अब ये CA इक्वल टू 3 CL है, उसको यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 CL माइनस CL इज इक्वल टू 10 lakhs, तो ये बन जाएगा 2 CL इक्वल टू 10 lakhs, तो CL निकल जाएगा 5 लाख का आपका। CL निकल के आ गया तो करंट एसेट्स निकल के आ जाएगा 15 लाख का, ठीक है। एंड क्विक एसेट्स भी निकल के आ जाएगा 5 लाख का। तो CA आ गया आपके पास, CL आ गया एंड क्विक एसेट्स आ गया, ठीक है। अब मुझे बात बताना, करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स मान करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी भी 15 माइनस 5 10 लाख निकल के आई है। सर ये तो एवरेज स्टॉक के इक्वल ही है, हम उसको ही ले लेते पहले, सच अच्छा। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो कोइंसिडेंस है कि दोनों इक्वल आ गए। अब अगर डेटा अलग दे देता, चेंज कर देता इसे तो अलग आता ना आपका। तो ये 10 lakhs आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब इनको बैलेंस शीट में डाल देते हैं, करंट लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में डालते हैं, करंट एसेट्स को डालते हैं, स्टॉक को डालते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी डाल दी, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया 10 लाख का, करंट एसेट्स डाल दिया 15 लाख के, ठीक है। अब बात रही है डेटर्स की, डेटर्स को निकालते हैं। डेटर्स के लिए अपन क्या रेशियो यूज़ करेंगे? जो जो यूज़ हो जाता है उसको टिक करते जाओ। करंट रेशियो यूज़ कर लिया, ये टिक, ये यूज़ कर लिया अपन ने स्टॉक टर्नओवर यूज़ कर लिया, फिक्स एसेट टर्नओवर यूज़ कर लिया, वर्किंग कैपिटल यूज़ कर लिया,
ठीक है, अपन एवरेज कलेक्शन पीरियड यूज करते हैं, क्या बोला है 30 डेज का है, दैट मीन्स 30 डेज के सेल्स अपने डेटर्स के अंदर फंसी होती है, तो सेल्स इंटू 30/360, ठीक है, सेल्स इंटू 30/360, 44,16,667 अप्रॉक्स आ गया, डेटर्स भी निकल के आ गए, यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, कुछ और एसेट्स निकलने होंगे तो अपन निकाल लेंगे, वरना बैलेंस फिगर सारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फिर अदर करंट एसेट जो भी रखना चाहो कर सकते हो। ठीक है, फिक्स एसेट्स आ चुके हैं अपने पास, करंट एसेट्स अपने पास आ चुके हैं, तो टोटल अपने पास ये भी आ गया, ये टोटल भी आ जाएगा। ठीक है, अपना ये भी यूज़ हो गया एवरेज कलेक्शन पीरियड। अपन ने जितने जितने अपने रेशियो यूज़ हो सकते थे अपन ने यूज़ कर लिए, अब अपने सारे पीएनएल के रेशियोज बचे हुए हैं, तब अपन पीएनएल वाले रेशियोज पे आते हैं। सबसे पहले अपने को यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिख रहा है, दोनों से अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सेल्स अपने पास अवेलेबल है ही, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, चलो नेट प्रॉफिट रेशियो 10% है, दैट मीन सेल का 10% आपका नेट प्रॉफिट है, सेल 50 लाख की थी, 10% से 5 लाख का आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एंड क्योंकि टैक्स जीरो बोला है क्वेश्चन के अंदर, तो ईएटी, ये जो नेट प्रॉफिट है ईएटी होता है, ईएटी अपना ईबीटी के इक्वल आ जाएगा 5 लाख का, टैक्स जीरो है क्वेश्चन में बोला हुआ, टैक्स इज इक्वल टू निल, टैक्स निल। ठीक है, तो अपना पूरा नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया, ईएटी ई टैक्स 5 लाख है, टैक्स निल है, ईबीटी भी 5 लाख है। ठीक है, देन अब अपने को बोला है ये यूज़ कर लिया अपन ने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने को दे रखे हैं, कितने के दे रखे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दे रखे हैं अपने को 9 lakhs के, ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, 9 lakhs को भी यूज़ कर लेते हैं, निल को भी यूज़ कर लेते हैं, 9 lakhs को अपन अभी यूज़ कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है अपने को, कैसे बनेगा, सेल्स अपन ने ले लिया, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी लेस हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे के जो खर्चे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो लेस होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, तो अपने पास आ जाता है फिर ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस होगा इंटरेस्ट, तो अपने पास ईबीटी आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 9 lakhs का, उसको अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं कि 9 lakhs का ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। अब अपन बाकी की चीज़ें खोजते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपन निकाल सकते हैं, जीपी रेशियो अपने को दे रखा है कितना 40%, सेल्स इंटू 40% इज ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स इंटू 40% इज ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख का, तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख निकल के आ गया आपके पास, 20 लाख निकल के आ गया, ये 20 लाख आ गया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल, ये सीओजीएस भी निकल के आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 30 लाख का। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया, इसमें से माइनस करोगे तो ईवीटी भी निकल के आ जाएगा, कितना आएगा ईवीटी 11 लाख का। ठीक है, नीचे का काम आपका हो चुका है 5 लाख का, 11 लाख में से 5 लाख माइनस करोगे तो इंटरेस्ट बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 6 लाख का आएगा, 6 लाख का इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट आ चुका है एंड अपना एक रेशियो बस यूज करना बचा हुआ है, कौन सा, लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट इज 12%, 12%, एक और यूज करना बचा हुआ है ये, लेकिन इसका कोई काम का नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्यों, ये 12% है, दैट मीन्स इंटरेस्ट इज 12% ऑफ योर डेट, तो डेट कितना हो जाएगा 6 लाख बाय 12%, कितना होता है 50 lakhs, तो आपका डेट 50 lakhs हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा 2250 का। ठीक है, अब और कोई रेशो बचा नहीं अपना यूज करने के लिए कर बैलेंस शीट का, तो जो भी यहाँ पे अपना बैलेंसिंग, जो भी अपने असेट्स बचे करंट असेट्स, वो सारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फिर अदर करंट असेट्स। ठीक है सर, एक रेशो बच तो गया, ये अपने किसी काम का नहीं रह जाए, पीबीआईटी टू पीबीटी, पीबीआईटी टू पीबीटी का मतलब है ईवीआईटी टू ईबीटी। अब ईवीआईटी टू ईबीटी की मुझे जरूरत क्या है, मैं वैसे ही निकाल लिया था, ईवीआईटी मैंने निकाल लिया 11 लाख का, ईबीटी से ईबीटी मैंने वैसे ही निकाल लिया था 5 लाख का, मैं ई टेस्ट तक पहुंचा था नेट प्रॉफिट रेशो से, उसको मैंने ईबीटी की इक्वल कर दिया था, एंड ईवीआईटी तक मैं ऊपर से नीचे तक पहुंच गया था, यहाँ तक मैं यहाँ से पहुंच गया था, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर नेट प्रॉफिट रेशो नहीं दे रखा होता तो ईवीआईटी टू ईबीटी यूज होता, क्योंकि ईबीटी तक मैं पहुंचा हुआ था, ईवीआईटी से ईबीटी पहुंचने में मुझे वो रेशो यूज करता, एंड वही मुझे ई टेस्ट निकालने में यूज करता, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशो दे रखा था ना, तो दोनों में से एक का नीड नहीं था, एक वेस्टेज है यहाँ पे, तो इसके आगे आप लिख दो नॉट नीडेड। ठीक है, चलो हो गया क्वेश्चन खत्म, आते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। मैस्को लिमिटेड, सेम ऐसा भी आरटीपी May 26 में है, सेम ऐसा क्वेश्चन आरटीपी May 26 में, किसी एमटीपी से भी मैंने देखा था इसको, एन एग्जाम पेपर में आ रखा है 21 के अंदर। मैस्को लिमिटेड हैज फर्निश्ड फॉलोइंग रेशियोज एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सेल्स दे दी 75 लाख की, देखो डेटा कौन कौन सा दे रखा है आपको, सेल्स दे रखी है आपको, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा तो जीपी आ जाएगा, दिमाग चल गया इतना तो। देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे रखा है, देन रिसीवल्स का बैलेंस दे रखा है, देन पेबल्स दे रखा है, देन बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। आपको क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल के दिखाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल के दिखाना है आपको, देन आपको बैलेंस शीट फिल करनी है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ से आता है, क्या कैसे आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अपन ने अभी भी बात करी है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस हुआ था तो ग्रॉस प्रॉफिट आया था।
ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होता तो ईवीआईटी आया था। अब मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है, तो अगर किसी तरीके से मैं ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच जाऊं एंड मैं ईवीआईटी तक पहुंच जाऊं तो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैलेंस फिगर निकल जाएगा ना। तो मुझे बस अब ये करना है, ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है, ईवीआईटी तक पहुंचना है, तो मेरा बैलेंस फिगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट तो मेरा सिंपली निकल के आ जाएगा, कैसे निकलेगा, सेल्स है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब बात करनी है ईवीआईटी तक कैसे पहुंचना है आपको, ईवीआईटी तक पहुंचने का कोई तरीका है क्या, पहले ये तो करते हैं अपन। ठीक है, एक सेकंड में, यहाँ तक तो पहुंच ही गए अपन। ठीक है, और अपन कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये देखो, नेट प्रॉफिट टू सेल्स दे रखा है आफ्टर इनकम टैक्स 6.5% का, तो ये सेल्स है 75 लाख का, इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ गया, ये रहा, 6.5% से, तो अपना नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट से ऊपर चढ़ते चढ़ते अपने को ईवीआईटी तक पहुंचना रहेगा, पहुंच जाएंगे, जैसे पिछले वाले में पहुंचे इसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड अपन वर्किंग करते हैं अपनी। ठीक है, 6.5 का है, तो अपना ईएटी और पैट कितना निकल के आ जाएगा, 75 लाख इंटू 6.5, 4,87,500 का। अब उससे अपने को ऊपर जाने का है, तो अपना ये एक सेल यूज़ हो गया एंड अपना ये यूज़ हो गया। और ऊपर कैसे जाएंगे, टैक्स रेट क्वेश्चन में लगेगी मुझे। ठीक है, और टैक्स रेट क्वेश्चन में है क्या, ये तो आफ्टर इनकम टैक्स है ना, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% का। ठीक है, तो अब आप ईएटी तक पहुंच चुके हो, ईएटी से आपको ईबीटी पे आना है, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 1 - टी कर दोगे, तो ये भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, ईएटी डिवाइड बाय 1 - टी कर देंगे, तो 4,87,500 था, डिवाइड बाय 1 - टी, टैक्स रेट से डिवाइड कर दिया, अपने पास 975 का ईबीटी पीबीटी आ गया। ठीक है, ईबीटी पीबीटी तक भी पहुंच चुके हैं, अब अपने को ईवीटी तक आना है, तो कैसे करेंगे, इसके अंदर अपन इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, अगर इंटरेस्ट क्वेश्चन में अवेलेबल हो तो। इंटरेस्ट क्वेश्चन में अवेलेबल है क्या, ये देखो 75,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अवेलेबल है, क्लियर, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, 9,75,000 प्लस इंटरेस्ट 75 का 1050 हो गया, 1050 तक ईवीटी तक पहुंच चुके हैं। देन क्रॉस प्रॉफिट तक अपन वैसे ही पहुंच जाएंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके। तो अपन एक ऊपर एक बेसिक सा बना देंगे इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच गए, ईवीटी 1050 का अपन ने वैसे ही निकाल लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपना बैलेंस फिगर 42 लाख निकल के आ जाएगा, खत्म। ठीक है, जीपी माइनस ईवीटी 42 लाख। ठीक है, पार्ट 1 खत्म हो गया। एंड अपने उसमें कौन कौन से रेशियोज यूज़ हो गए, नहीं ये रेशियोज यूज़ हो गए ना, कुछ और तो यूज़ नहीं हुआ ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यूज़ हो गया था ना। ठीक है, चलो अब अपन को बोला है बैलेंस शीट कंप्लीट करके दिखा दो, ये वाली कर देंगे ये भी कंप्लीट। सबसे पहले जो जो वैल्यूज दे रखे हैं डायरेक्टली उसको चढ़ाते जाओ। ये आपको यहाँ पे बोला है रिसीवेबल्स का बैलेंस है 2 लाख का, रिसीवेबल्स के अंदर डेटर्स भी इंक्लूडेड है, दैट मीन्स इसके अंदर बिल पेबल भी है, डेटर्स भी है। 2 लाख का रिसीवेबल्स है, तो 2 लाख का रिसीवेबल आप यहाँ पे एज इट इज लिख दो, ये यूज़ हो गया। देन पेबल बोला 2.5 लाख का, उसको एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख का दिया है एंड यहाँ पे बैंक टर्म लोन दिया है, और यहाँ पे ओवरड्राफ्ट कहीं मेंशन नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, फोन बजा, लेट्स इग्नोर। चलो अपन क्या करते हैं अभी, अपने को यहाँ पे पेबल्स दे रखा है 2.5 लाख का, ओपन एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन अपने को बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख का है, लेकिन यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट की कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन टर्म लोन दे रखा है, तो कोई नहीं, अपन ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू है उसको अपन टर्म लोन की जगह पे पुट कर देंगे। ऑप्शन क्या है अपने पास, तो ये अपना 1.5 लाख का बैंक टर्म लोन हो गया। ठीक है, और 15% डिबेंचर बोला है एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 75,000 का है, तो 15% रेट है एंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो डेट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 75,000 पर 15%, 75,000 पर 15% कितना हो गया, 5 लाख का, ये हो गया। बताओ, सब कुछ तो दे रखा है लोगों ने, ये पेबल पेबल ये हो गया, ये भी यूज़ हो गया। अब अपने को बाकी की चीज़ें निकालनी है, कैसे, देखो आपके पास यहाँ पे टोटल करंट लायबिलिटीज तो आ चुकी है, पेबल एंड बैंक टर्म लोन, ये बैंक की जगह में अभी शॉर्ट टर्म लोन लिखना चाहिए था लोगों को, नलायकों को, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन होता है ना। बट चलो ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट ही इसके आगे पर मेंशन कर देंगे कि ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लाइफ, ये करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा, करंट लायबिलिटीज में पेबल भी आएगा, शॉर्ट टर्म लोन भी आएगा। ठीक है, ये दोनों मिला के 4 लाख की करंट लायबिलिटीज है आपकी, एंड आपको यहाँ पे करंट रेशियो दे रखा है 2.5 का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपन यूज़ करेंगे तो करंट एसेट्स अपनी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अपन ने क्या क्या निकाल लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट निकाल लिया, पेबल निकाल लिया, 15% डिबेंचर निकाल लिया। ठीक है, रिसीवेबल्स अपन ने निकाल लिया था 2 लाख का, दे ही रखा था मतलब। ठीक है, डेट अमाउंट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट अपॉन रेट करके, इंटरेस्ट दे रखा था 75,000 पे 15% 5 लाख का डेट अमाउंट आ गया, तो ये डेट अमाउंट भी आपने निकाल लिया 5 लाख का। देन अपन को करंट रेशियो यूज़ करना था ना,
करंट रेशियो सी अपॉन सी एल इक्वल टू 2.5। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज अपने पास है पेबल्स प्लस ओवरड्राफ्ट विच इज 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख 4 लाख का। सी आ जाएगा 4 लाख इंटू 2.5 लाख इस 10 लाख का करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का टोटल अपने पास यहाँ पे आ गया 10 लाख। ठीक है, ये रेशियो भी यूज़ हो गया अपना 2.5 का। अब अपने को यूज़ करना है और बची हुई चीज़ें, रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने को यूज़ करना है, अपने को इन्वेंट्री टर्नओवर यूज़ करना है एंड अपने को शेयर कैपिटल रिजर्व यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर इजी लग रहा है, उसको यूज़ कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर बेस्ड है, इससे अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। एवरेज नहीं लेंगे, क्लोजिंग लेंगे, क्योंकि ओपनिंग का काम ही नहीं यहाँ पे, तो एवरेज नहीं लेंगे। इससे अपना निकल के आ जाएगा इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर दे रखा है 12 का, तो सीओजीएस अपन स्टॉक इज 12। सीओजीएस अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, उसको डालो, स्टॉक आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा 187,500 का, तो स्टॉक भी निकल के आ गया। ठीक है, बाकी कैश आपका बैलेंस फिगर हो जाएगा। क्लियर, ये भी यूज़ हो गया 12 का। अब लास्ट चीज़ बचती है आपकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड आपका ये दो रेशियो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड आपका शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स। इनको कैसे यूज़ करेंगे? देखो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या होता है कि नेटवर्थ पे आपने कितना कमाया। नेटवर्थ बोले तो इक्विटी कैपिटल, इक्विटी पे आप क्या कमाते हो? ई टैश कमाते हो। दैट मीन्स ई टैश इज 25% ऑफ योर इक्विटी एंड ई टैश अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उससे अपन नेटवर्थ निकाल पाएंगे ना। ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज ई टैश अपॉन इक्विटी विच इज 25%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को आर ओ ए भी बोल सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ई टैश इज इक्वल टू 4,87,500 जो अपन ने ऑलरेडी निकाला था। निकाला था ना अपन ने ऑलरेडी पिछले वाले पार्ट में, ई ए टी निकाला था ना अपन ने 4,87,500, यही ई टैश था। ठीक है, ई टैश अवेलेबल है, इक्विटी अवेलेबल नहीं है, तो इक्विटी बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा कितना? 19,50,000 का इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, इक्विटी आ गया 1950 का। अब इक्विटी को अपने को स्प्लिट करना है रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल में, वो अपन इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है एक, कितना बोला है कि आपका रिटर्न शेयर कैपिटल रिजर्व है 6:4, यानी शेयर कैपिटल 6 है, रिजर्व 4 है, एंड उनका टोटल अपन ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं, तो अपने को बस स्प्लिट करना है उसके अंदर। अपना टोटल इक्विटी है 1950 का, इसका एक हिस्सा शेयर कैपिटल जो 6 है, इसका एक हिस्सा रिजर्व एंड सरप्लस है जो 4 है, तो टोटल 1950 जो इक्विटी है वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 को 6 में स्प्लिट करो, 4 में स्प्लिट करो, तो 1950/10 × 6 इज शेयर कैपिटल, 10 × 4 इज 780। सिंपल, शेयर कैपिटल भी आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया, तो ये शेयर कैपिटल भी आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया। इन दोनों का टोटल मार दोगे तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई तो ये बैलेंस फिगर आ जाएगी, खत्म। ठीक है, मज़ा आया ना? क्या मस्त हिट मिलता है जब एक एक चीज़ें सॉल्व होती जाती है, तो है ना? दारू तो यूं ही बदनाम है, असली नशा तो रेशो से होता है। वाह 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 वाह। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये May 23 में आ रखा है, आपको वापस से एक्वा लिमिटेड है उसके रेशियोज दे रखे हैं। कौन से अमाउंट देखो, सबसे पहले अमाउंट देखो दे रखी होती है, करंट लाइबिलिटीज दे रखी है एंड टोटल इक्विटी डिविडेंड दे रखा है। आपको 360 दिन पकड़ने हैं, बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है फॉलोइंग ऑर्डर के अंदर, जिसमें करंट लाइबिलिटीज आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज कौन कौन से रेशो में यूज हो सकती है वो देखो। सबसे पहले करंट रेशो मुझे दिख रहा है उसमें यूज होकर करंट एसेट्स निकल जाएगा, यही एसेट टेस्ट रेशो में आएगा, उससे क्विक एसेट्स निकल के आ जाएगा। यही और कौन से में यूज होगा? यही कैश रेशो में भी यूज होगा, कैश रेशो, कैश रेशो दे रखा 0.43 का, यही करंट लाइबिलिटीज कैश रेशो में भी यूज होगी। कैश रेशो क्या होता है? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, कैश अपॉन टोटल लाइबिलिटीज, यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। तो तीनों लेवल के जो रेशोज हैं करंट, देखो अपना जो लिक्विडिटी रेशोज में तीन ही होते हैं ना, मेन तीन होते हैं, करंट, एसेट टेस्ट एंड एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, वो तीनों देती है, तीनों यूज कर लेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे ईजी विन सही है, तो बहुत करंट रेशो C/CL = 4 है, CL डालना, ये करंट एसेट्स निकल के आ जाएंगे 1240 के। ठीक है, 1240 के आपके, अरे भाई साहब 1240 के ये निकल के आ गए। देन आप इसके अंदर एसेट टेस्ट में डालोगे करंट लाइबिलिटीज, तो अपने क्विक एसेट्स निकल के आ जाएंगे 775 के। ठीक है, करंट एसेट्स आगे, क्विक एसेट्स आगे माइनस कर देना, आपके पास इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी? 465 की निकल के आएगी। तो यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री भी 465 की आपके पास अवेलेबल हो चुकी है। क्लियर, अभी कैश रेशो, कैश रेशो है कैश एंड बैंक अपॉन सेल इज 0.5443, करंट लाइबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देना, कैश भी, कैश एंड बैंक भी निकल के आ जाएगा 133,300 का, वो भी आपके यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तो सबसे पहले इजी विंस थे अपने।
सिंपल काम हो गया। ठीक है, और इनको यूज़ कर लिया, इनको यूज़ कर लिया, इनको अपन ने यूज़ कर लिया। ठीक है, करंट एसेट्स यूज़ कर ली, करंट लायबिलिटीज अपने पास ऑलरेडी थी 310 की, उसको अपन पुट कर देते हैं। अब और कौन सा यूज़ करेंगे, ये 310 का अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो चुका है, अब बचा नहीं इसका यूज़ करने के लिए कुछ। अब जो जो चीज़ें अपन ने निकाली है, इन्वेंट्री अपन निकाल चुके हैं, इन्वेंट्री को यूज़ कर सकते हैं अपन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर जो सेल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ओपनिंग कहीं बोली नहीं है तो ये क्लोजिंग के ऊपर ही बेस्ड होगा, इससे अपना सेल्स निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एंड उस सेल्स को यूज़ करके अपन एवरेज कलेक्शन पीरियड में डालेंगे तो अपने पास डेटर्स भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, इससे सेल्स निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में आपके पास 2790 का। देन 2790 को आप एवरेज कलेक्शन पीरियड से यूज़ करोगे जो देगा 70 डेज़ का, यानी 70 डेज़ की सेल्स आपकी डेटर्स में फंसी होती है, तो इंटू 70 डिवाइड बाई 360 करेंगे तो आपके पास डेटर्स निकल के आ जाएगा 540 टू 500 का। वो डेटर्स आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, बाकी आपका लोन इन एडवांस आपका बैलेंस फिगर हो जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर यूज़ किया, एवरेज कलेक्शन पीरियड यूज़ किया। अब कौन सा चीज़ें बची हैं, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो बचा है बेस्ड ऑन सेल्स, सेल्स आ चुका है तो यहाँ से टोटल असेट्स निकल के आ जाएगा 0.96 के हिसाब से। ठीक है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो है आपके पास सेल्स अपॉन टोटल असेट्स इज इक्वल टू 0.96, सेल्स आ चुकी है वो पुट कर देना। ठीक है, तो आपके पास उससे टोटल असेट्स बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 29,6250। ये आपका टोटल असेट्स आ चुका है 29,6250, टोटल असेट्स आपका 29,6250, तो टोटल लायबिलिटी भी 29,6250 हो जाएगा। ये आपके पास टोटल आ चुका है यहाँ पे, तो आपके पास ये भी बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अभी बचते हैं ये 3 आइटम्स। ठीक है, ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है, आपको बस यही फिल करनी थी, खुद से नहीं बनाई है मैंने वो फॉर्मेट। ठीक है, 3 फिल करनी थी। देखो जिसमें आपको फॉर्मेट नहीं दिया हो उसमें आपसे जो जो अमाउंट निकलते जा रहे हैं वो लिखते जाना, क्योंकि बहुत सारे आइटम होंगे जो नहीं निकलेंगे, जैसे नहीं निकलेंगे अगर किसी क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म डेट निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो अपन नहीं मानेंगे कि लॉन्ग टर्म डेट है। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन निकलती जाए उसको यूज़ करते जाएंगे, बाकी नहीं निकलेगी वहाँ पे बैलेंस शीट अपनी खत्म हो जाएगी। इसमें जितना जितना डेटा दे रखा अपन वो निकाल रहे करके। ठीक है, और कौन सा यूज़ करने का है, टोटल एसेट टर्नओवर यूज़ हो गया। अच्छा, अब यूज़ होगा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो होता है प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, जैसे डेट रेशियो होता है उसमें होता है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इक्विटी रेशियो होता है उसमें क्या होता है इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन प्रोप्राइटरी रेशियो होता है प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, तो उसमें नीचे टोटल आता है। दैट मीन्स टोटल एसेट्स अपने पास है तो प्रोप्राइटर फंड अपने निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रोपर्टी रेशियो प्रोवाइडर फंड अपन टोटल एसेट्स 4.48, टोटल एसेट्स अपने पास है, प्रोवाइडर्स फंड निकल के आ जाएगा, बैलेंस फिगर 1395 का निकल के आ गया। ठीक है, अब 1395 का प्रोवाइडर्स फंड्स है, इसमें कौन कौन से पैसा आएगा, वैसे इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का पैसा आता है। क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस कहीं बैलेंस शीट में है क्या, नहीं है, दैट मीन्स इसके अंदर इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस ही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल अपने पास आ चुका है प्रोवाइडर फंड के नाम से। ठीक है, अब अपने को उसको स्प्लिट करना रहेगा, स्प्लिट अपन कर सकते हैं क्या कहीं से, कोई रेशियो दे रखा है क्या स्प्लिट करने के लिए, अपने को कोई रेशियो दे रखा है जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं। मेरे को ना ये 3 रेशियो दिख रहे हैं, इनको मैं करके यूज़ करके कुछ कर सकता हूँ। कैसे, आपको दे रखा है इक्विटी डिविडेंड एंड आपको दे रखा है इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या दिखाता है कि आप इक्विटी डिविडेंड को पे करने के लिए कितना आपके पास ई टैश है, कितने टाइम्स आप ई टैश में से अपना इक्विटी डिविडेंड पे कर सकते हो। आपका 1.6 है, यानी आप 1.6 टाइम्स ई टैश से इक्विटी डिविडेंड पे कर पाओगे, तो आपका ई टैश कितना रहेगा 175 इंटू 1.60। या तो आप फॉर्मुला लिख के सॉल्व कर लो, वो भी अपन नीचे करेंगे। इक्विटी डिविडेंड कवरेज इज इक्वल टू ई टैश अपॉन इक्विटी डिविडेंड इज इक्वल टू 1.60। इक्विटी डिविडेंड दे रखा है आपको, उसको मल्टीप्लाई में ले जाना, ई टैश निकल के आ जाएगा। ई टैश कितना हो जाएगा 280 का हो जाएगा। अब ई टैश आपके पास 280 है एंड आपको ईपीएस दे रखा है, क्या आपने यूज कर लिया, आपने यूज कर लिया, आपको ईपीएस दे रखा है। ई टैश अवेलेबल है, ईपीएस अवेलेबल है, क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकता है, ई टैश बाय ईपीएस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा उससे। ई टैश बाय ईपीएस, ई टैश बाय ईपीएस ऑफ 3.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 80,000। ये ईपीएस का ये क्वेश्चन यूज करोगे, इसमें अपने पास ई टैश है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 80,000 का निकल के आएगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ गया, मैं आपको क्वेश्चन में बोला है कि इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹10 पर शेयर, तो 80,000 के अपने शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स हैं, उसको इंटू 10 कर दोगे तो आपके पास इक्विटी कैपिटल आ जाएगी 8 लाख की। ठीक है, इक्विटी कैपिटल आ जाएगी 8 लाख की। ठीक है, एंड आपके पास इन दोनों का टोटल अवेलेबल था, उसमें से 8 लाख माइनस कर देना, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएगा।
ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू इक्विटी माइनस इक्विटी कैपिटल। ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड अपना निकला था कितना, 1395, यही अपने इक्विटी के इक्वल है। 1395 में से माइनस कर देंगे अपन अपना इक्विटी कैपिटल 8 लाख का, तो 595 का रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएगा। 595 का रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया। लॉन्ग टर्म डेट आपका बैलेंस ही फिगर हो जाएगा क्योंकि टोटल अवेलेबल है। क्लियर, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मजा आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये May 25 आरटीपी का है। ठीक है, नेवी प्राइवेट लिमिटेड दे रखी है एंड आपको उसकी बैलेंस शीट बनानी है। देखो यहाँ पे सारे रेशियोज हैं, एक भी अमाउंट नहीं है, अमाउंट नीचे बैलेंस शीट में है। इसमें शेयर कैपिटल दे रखी है, देन आपको यहाँ पे टोटल करंट लायबिलिटीज दे रखी है कितनी, 45 लाख की, ये टोटल करंट लायबिलिटीज है, इन दोनों की टोटल है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो करंट लायबिलिटी है 45 लाख की, दिस इज नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस तो 7.5 लाख, यानी इस 45 लाख में से पहले लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंस कम किया, उसके बाद ये 45 लाख आया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस की जगह कहाँ पे होती है, करंट एसेट्स के अंदर होती है, तो करंट एसेट्स के अंदर होना चाहिए था ये प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन इन लोगों ने लायक, ये लोग लायक नहीं, क्वेश्चन बनाया है, क्यों फालतू सुना रहा हूँ मैं इनको। ठीक है, ये लोगों ने क्या किया क्वेश्चन में बनाते टाइम, क्या किया कि प्रीपेड एक्सपेंस को असेट्स में दिखाने की जगह लायबिलिटीज में से लेस करके दिखा दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7.5 लाख जो असेट्स थी वो एक्चुअली इन्होंने लगा लायबिलिटीज में से लेस करके दिखा रखा है। अपने को मतलब नहीं लोगों ने क्या कर रखा है, अपन जब करंट रेशियो निकालेंगे तो प्रीपेड एक्सपेंस अपना असेट्स में काउंट होना चाहिए एंड लायबिलिटीज अपनी टोटल होनी चाहिए, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस लेस नहीं हुआ होना चाहिए। तो अपन इसको ऐड बैक कर देंगे इसके अंदर एंड इसको साइड दिखाने पहुंचा देंगे असेट्स की जगह पे। ठीक है, अपनी वर्किंग करने के लिए, अपनी वर्किंग करने के लिए अपन वैसा कर देंगे। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं करंट रेशियो कहीं दे, करंट रेशियो दे रखा है क्या, करंट रेशियो अपने को दे रखा है 1.6। ठीक है, तो करंट रेशियो 1.6, उसमें करंट लायबिलिटीज भी जाती है, तो करंट लायबिलिटीज पहले ग्रॉस निकालेंगे टोटल वाली, देन उसके बाद अपना करंट असेट्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस करंट लायबिलिटीज इज 45 लाख प्लस 7.5 लाख का प्रीपेड एक्सपेंस, जो लेस हो गया तो उसको आपस से एड बैक कर दिया, तो 52,50,000 का निकल के आ गया। करंट रेशियो अपना है 1.6 का सी अपॉन सी एल, सी एल की वैल्यू डाली 5250 एंड अपना निकल के गया करंट एसेट्स 44 लाख का। ये 84 लाख के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि 84 लाख का ही टोटल करंट एसेट्स है अपने, टोटल करंट एसेट्स 84 लाख के हैं, उसके प्रीपेड भी जुड़ा हुआ होगा। रेशियो निकालते टाइम तो ये करंट एसेट्स का ही पार्ट बनेगा, बैलेंस शीट निकालते बनाते टाइम लोगों ने कुछ भी कर दिया, तो 84 लाख से प्रीपेड भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो करंट एसेट्स अपना 84 लाख का हो जाता है। अब एक ही समझना, आगे आपको बोला है कि आपका जो कैश एंड बैंक बैलेंस है ये अपना यूज हो गया करंट रेशियो। आगे बोला है कैश एंड बैंक बैलेंस इज 10% ऑफ करंट एसेट्स नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स में से पहले प्रीपेड एक्सपेंस नेट करो, उसका जो 10% बचेगा वो आपका कैश एंड बैंक बैलेंस है। ठीक है, कर लेंगे हरकत भी। ठीक है, 84 लाख था इंक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंस, उसमें 7.5 लाख का प्रीपेड माइनस करो तो बचेगा 7650, इसका 10% आपका कैश एंड बैंक है, जिस 765 का। तो कैश एंड बैंक अपने पास निकल के आ चुका है, इसको अपन यहाँ पे पुट कर देंगे 765 का। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट बना के देनी है, इनको अपने को बैलेंस शीट फिल करके देनी है। जब अपने को बैलेंस शीट फिल करके देनी पड़ेगी तो अपने को असेट्स के अंदर ये 3 ही लेने हैं, लेकिन वर्किंग करते टाइम अपने को असेट्स के अंदर अपने 4 असेट्स हो जाएंगे, लेकिन इनको फिल करते टाइम अपने को ये 3 ही फिल करके देना है, क्योंकि इन्होंने जो फॉर्मेट दिया अपने को वही फिल करके देना है ना। तो अपने को करंट एसेट्स के टाइम ये 3 ही दिखाने हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका जो टोटल आएगा इन तीनों का, इस जो टोटल अपना आया है 84 लाख का, उसमें प्रीपेड जुड़ा हुआ है, तो प्रीपेड हटा देंगे तो इन तीनों का टोटल अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 84 लाख का टोटल है, उसमें से प्रीपेड हटा दोगे 7.5 लाख का, तो 7650 हो जाता है। इस 7650 को अपन यहाँ पे लगा देंगे, इन तीनों का टोटल हो गया। अभी अपने को ये दोनों खोजनी है, खोज सकते हैं क्या, देखते हैं कौन कौन से रेशियोज यूज हो गए। ये अपना यूज हो गया 1.6 का, अपना ये यूज हो गया। अब अपने को स्टॉक टर्नओवर 15 टाइम्स दे रखा है, उसके लिए अपने को सेल्स लगेगा, सेल्स अपने पास अभी अवेलेबल नहीं है। जीपी रेशियो के लिए भी सेल्स लगेगा, इसके लिए भी सेल्स लगेगा, डेट टर्नओवर रेशियो के भी अपने को लगेगा। नेट फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल लायबिलिटीज, ये यूज हो सकता है। कैसे, नेट फिक्स एसेट्स यानी डेप्रिसिएशन कटने के बाद जो फिक्स एसेट्स बची हैं वो 25% है टोटल लायबिलिटीज का। टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, यस और नो। टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, करेक्ट बात है। तो नेट फिक्स एसेट्स बन जाता है 25% ऑफ टोटल एसेट्स। अब आगे सॉल्व करने के तरीके दो हैं, पहले मैं आपको फॉर्मुला के हिसाब से दिखाऊंगा, देन मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा। ठीक है, अगर आपका टोटल एसेट्स का 25% फिक्स एसेट्स हो जाता है तो मुझे बताओ टोटल एसेट्स कैसे निकलता है, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स करके। ठीक है, ठीक है, आ जाओ नीचे देखते हैं।
ठीक है, मैं टोटल एसेट्स कैसे निकलता है, करंट एसेट्स प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स करके। ठीक है, नेट फिक्स्ड एसेट्स यानी डेप्रिसिएशन कटने के बाद, बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन कटने के बाद आता है फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू। ठीक है, एंड क्या बोला, नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना है, 25% ऑफ टोटल एसेट्स, तो नेट फिक्स्ड एसेट्स की जगह पे लिख दोगे 25% ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स कैसे निकल के आ जाएगा, ये टोटल एसेट्स यहाँ पे है, ये 25% टोटल एसेट्स है, यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, तो करंट एसेट्स निकल के आएंगे अपने टोटल एसेट्स माइनस 25% ऑफ टोटल एसेट्स, तो कितना बचेगा करंट एसेट्स, 75% ऑफ टोटल एसेट्स बचेगा। ठीक है, ये 25% टोटल एसेट्स माइनस होकर यहाँ जाएगा, इसमें से माइनस होगा, तो 100% माइनस 25% 75%। करंट एसेट्स बन गया आपके 75% ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है, तो अब करंट एसेट्स अपने पास अवेलेबल है, अपन ने वैल्यू निकाल रखा है। करंट एसेट जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, टोटल करंट एसेट्स की होगी, इंक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंस, जो कितना है 84 लाख का, 84 लाख का। ये दिस इज 75% ऑफ टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स नहीं निकल सकते क्या अपन, निकाल देंगे, डिवाइड में कर देंगे 75% को, टोटल एसेट्स निकल के आ जाएगा। कितना हो गया, 1,12,00,000, 1,12,00,000। इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस जुड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस जुड़ा हुआ है, प्रीपेड हटा देंगे 7.5 लाख का, तो कितना बचेगा 1,450। इसका टोटल अपने यहाँ पे आ गया 1,450 का। सेम इसी तरीके से लाइब्रेरीज का भी 1,450 हो जाएगा। क्लियर है, 1,450 का टोटल यहाँ पे आ गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट था सिर्फ वो एक इक्वेशन, उससे क्या क्या न्यूज निकल के आ गया। अब ये 1,450 का ये आ चुका है, 45 लाख का तो ये करंट लाइब्रेरीज है, तो ये टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, बैलेंस फिगर कितना हो जाएगा, 1,450 में से 45 लाख माइनस कर दो, ये आ जाएगा 5950। ठीक है, इसका इन सब का टोटल भी आ गया, इन तीनों का टोटल भी आ गया अपने पास। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, टोटल एसेट्स आ चुके हैं कितने 112 के, नेट ऑफ करेंगे तो 1,450 हो गए। ठीक है, करंट एसेट्स अपने पास अवेलेबल हैं, तो टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स माइनस तो नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, या फिर डायरेक्टली निकाल लो। नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना बोला था, 25% टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स इंटू 25% इज 28 लैक्स, वो भी निकल के आ गया। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना हो गया, 28 लैक्स। ठीक है, अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ, आपको इसके बिना भी कर सकते हो, लॉजिकली सोचो, क्या बोला है, क्या बोला है कि फिक्स्ड एसेट्स कितना है, 25% ऑफ टोटल एसेट्स। अगर टोटल एसेट्स का 25% फिक्स्ड एसेट्स है, तो बाकी 75% करंट एसेट्स नहीं होंगे क्या, ये दोनों तो आते हैं, तो बाकी करंट एसेट्स 75% नहीं होंगे टोटल एसेट्स का, तो करंट एसेट्स इक्वल टू 75% ऑफ टोटल एसेट्स। जो अपने यहाँ पे इक्वेशन एंड तक अपन पहुंचे, वो मैंने आपको डायरेक्टली लॉजिकली बता दी। ठीक है, बाकी आगे की सेम होती है एकदम। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इनकी वैल्यूज भी खोज पाएंगे, कैसे खोजेंगे, आ जाओ, जो जो यूज होते जा रहे हैं उस पर टिक मारते जाएंगे, ये भी टिक हो गया। आगे आपको बोला डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 15% ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, तो जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था उसका 15% कट के आपका डेप्रिसिएशन, उसका 15% डेप्रिसिएशन बचा, दैट मीन्स क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी होगी, 85% ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, है ना, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी होगी, 85% ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, क्योंकि 15 का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो 85% बचा, वो आपका 85% ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इज इक्वल टू क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, नेट फिक्स्ड एसेट्स, उससे अपना ओपनिंग डब्ल्यूडीवी भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, आओ नीचे देखते हैं, नेट फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग डब्ल्यूडीवी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है 15% ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, तो आपका नेट फिक्स्ड एसेट्स जो 28 लाख का अपन ने अभी भी यहाँ पे निकाला, ये कितना हो गया, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी माइनस 15% ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, यानी 85% ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कैसे निकलेगा, 28 लाख बाय 85%, यानी 32,94,118, राउंड ऑफ करके लिखने का है। तो ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ गया, इसका 15% आपका डेप्रिसिएशन है, इसका 15% आपने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, वो भी काम हो गया आपका काम, ये भी काम खत्म हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, क्लियर 6। चलो अब अपन आते हैं आगे की तरफ और रेशियोस यूज करते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, अब अपने जो रेशियोज यूज होंगे उनमें अपने को चिंतन लगेगा। ठीक है, चिंतन कैसे लगेगा, सबसे पहले आओ उस पर, कैपिटल गियरिंग रेशियो में 0.6:1, ये अपन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स अपॉन वेरिएबल कॉस्ट फंड्स इज इक्वल टू 0.6। इस क्वेश्चन में आपका फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स कौन सा है, सिर्फ बॉन्ड्स है, एंड वेरिएबल कॉस्ट फंड्स में आपके पास हो गया ये इक्विटी, दैट मीन्स डेट अपॉन इक्विटी इज कितना, डेट अपॉन इक्विटी इज कितना, 0.6। ठीक है, इसको यूज करेंगे विवन, डेट अपॉन इक्विटी इज 0.6। ठीक है, कि तो डेट 0.6 हो गया, इक्विटी 1 हो गया, एंड डेट और इक्विटी का टोटल मेरे पास अवेलेबल है, अभी अपन निकाल के लेके आए, कितना निकाला, बैलेंस शीट में निकाला था ना अपन ने, ये कितना निकाला था, 5950 का, ये इन तीनों का टोटल था ना, इसमें ये दोनों इक्विटी है, ये डेट है, इनका टोटल अपने पास 5950 है।
तो टोटल 5950 है एंड इन दोनों के बीच का रिलेशन अवेलेबल है। मतलब कैसे विजुलाइज कैसे करोगे, देखो आओ, डेट प्लस इक्विटी 59,50,000, ठीक है, जिसका एक हिस्सा डेट है, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, जिसका एक हिस्सा इक्विटी है जिसका वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का टोटल 1.6 59,50,000 नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो 59,50,000 का 1.6 है तो 0.6 कितना होगा इन 1 कितना होगा, वही जो इतने टाइम से करते आ रहे हैं, सेम वर्किंग वापस से करनी है, इसलिए कहा था एक्स को बाहर निकाल दो, इसको सिंपली करना सीखो, लॉजिकली करना सीखो, जो इससे वो कितना शॉर्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। 59,50,000 बाय 1.6 इंटू 0.6 आ जाएगा आपका डेट, इंटू 1 हो जाएगा आपका इक्विटी, तो डेट भी आ गया इक्विटी भी आ गया, तो डेट की वैल्यू चिपका दो वहाँ पे, डेट का वैल्यू निकल के आ गया, डेट का वैल्यू यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब बाकी वैल्यू जो बची वो इक्विटी की बची, जो इन दोनों की टोटल है, इक्विटी की टोटल, ठीक है, जिसमें से आपको शेयर कैपिटल दे रखी है, तो बाकी बची हुई वैल्यू रिजर्व एंड सरप्लस की हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकल के आ जाएगा, इक्विटी माइनस शेयर कैपिटल, वो भी निकल के आ गया 1,18,750 का। चलो तो ये दोनों, ये तो अपना यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात होती है यहाँ पे वर्किंग करने की, इनको ये कर अपने को निकालना है, इन वैल्यूज़ को अपने को ढूंढना है, इनको ढूंढना है दो को, इन दो को ढूंढना है, कैसे खोजेंगे, बाकी की वैल्यूज से खोजेंगे। यहाँ तक काम हो गया। आगे आपको क्या दे रखा है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आएगा, तो ध्यान से समझना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 15 टाइम्स का, किस पे बेस्ड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर बेस्ड होता है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके ऊपर बेस्ड होती है, सेल्स के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है 12 टाइम्स, वो किसके बेस्ड होता है, सेल्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। दोनों ही सेल्स के ऊपर बेस्ड होती है, एंड सेल्स अपने पास अवेलेबल ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इन दोनों की टोटल मेरे पास अवेलेबल है, स्टॉक की और डेटर्स की टोटल मेरे पास अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है, इन तीनों की टोटल कितनी है 7650 की, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा, तो स्टॉक और डेटर्स की टोटल अवेलेबल है मेरे पास, एंड ये दोनों सेल्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर मैं इन दोनों की इक्वेशन को सेल्स के, इन दोनों की वैल्यूज को सेल्स में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, अननोन आइटम होगा, जो सेल्स होगा, लॉजिक, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अभी करंट असेट्स मेरे 84 लाख का टोटल था, जिसके अंदर मेरे आ गए इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक एंड प्रीपेड। कैश एंड बैंक प्रीपेड का वैल्यू मेरे पास है, उसको माइनस कर दो 84 लाख में से, तो कितना बचेगा, 84 लाख में से 765 आपका कैश एंड बैंक का हो गया, प्रीपेड 750 का हो गया, आपके पास बचेगा इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल है 6885, ठीक है। प्रीपेड भी अपन ने यहाँ पे साथ में ले लिया, उसको अपन वैसे भी माइनस किए हुए थे, उसको माइनस करने के बाद अपने पास आया था वैल्यू 76 लाख 50,000 का। तो अगर वो वाला वैल्यू ले रहे हो यहाँ पे 76 लाख 50,000 ले रहे हो, तो फिर यहाँ पे प्रीपेड मत लेना, सिर्फ कैश एंड बैंक लेना, फिर कैश एंड बैंक माइनस में जाएगा, वैल्यू यही आएगा 6885 का, ठीक है। 6885 का आपका इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल है। अब आपको क्या करना है, इन्वेंट्री रिसीवेबल दो वेरिएबल हो जाते हैं, इनको अपन एक वेरिएबल में रिड्यूस कर देंगे विच इज सेल्स, दोनों को इन्वेंट्री रिसीवेबल को आप सेल्स की टर्म्स में लेके आओ। इन्वेंट्री कैसे लेके आओगे, इन्वेंट्री टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है 15 का वैल्यू दे रखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब मुझे इन्वेंट्री को सेल्स की टर्म्स में दिखाना है, तो पहले सीओजीएस को सेल्स की टर्म्स में लिखो, ठीक है। जीपी रेशियो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 20% का है, दैट मीन सीओजीएस कितना हो गया 80% ऑफ सेल्स, तो सीओजीएस की जगह पे अपन लिख देंगे 80% ऑफ सेल्स, कुछ लिख देंगे 80% ऑफ सेल्स, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री को ऊपर ले जाएंगे, 15 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो आपका इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 80% ऑफ सेल्स अपॉन 50, ये सेल्स के टर्म्स में आ चुका है, ठीक है। अब बात होती है डेटर्स की, डेटर का टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है, डेटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है 12 का, फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स का, ठीक है, सेल्स अपॉन रिसीवेबल, वैसे क्रेडिट सेल्स आता है, लेकिन क्रेडिट के बारे में कुछ बोला नहीं, तो सारा का सारा अपन क्रेडिट पे लेके चलेंगे, शायद लिखा हुआ भी क्वेश्चन में कि अज्यूम ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अपन वही पकड़ते हैं, ठीक है। सेल्स अपॉन रिसीवेबल इज 12, ठीक है। अब अपने को ये तो डायरेक्टली सेल्स में ही है, तो रिसीवेबल कितना हो जाएगा, सेल्स अपॉन 12, सिंपल। अब बस यहाँ पे इन्वेंट्री की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो, एंड रिसीवेबल की जगह पे सेल्स अपॉन 12 डाल दो, ठीक है, इनकी वैल्यू 6885 हो जाएगी। तो पूरी इक्वेशन अब ये सेल्स की टर्म्स में आ चुकी है। अब सेल्स की वैल्यू आप निकाल, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। सेल्स निकल जाएगा कैसे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है 60, ठीक है, नीचे 60 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 15 इंटू 12 180, वो भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा आपका। 60 ले लिया, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा 4, तो इसका न्यूमरेटर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 0.80 सेल्स 3.2 सेल्स। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा 5, तो आप सेल्स को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले 5 से, तो 5 सेल्स हो जाएगा।
और ये सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा है कि यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है। ठीक है, अब 60 को मल्टीप्लाई में यहाँ ले जाओ तो यहाँ पे सेल्स आ जाएगी, वहाँ पे पूरा नंबर हो जाएगा। 3.2 सेल्स प्लस 5 सेल्स इज 8.2 सेल्स। ठीक है, वो 8.2 नीचे डिवाइड में चला गया। 60 इंटू 68 85 ये आ गया। यहाँ पे 8.2 का टोटल आता, वो 8.2 नीचे डिवाइड में चला गया। सेल्स का वैल्यू कितना निकल के आया, ये गंदा सा नंबर निकल के आया। तो सेल्स का नंबर निकल के आ चुका है। सेल्स का नंबर निकल के आ गया तो आपका इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेल्स के बेस थे। इन्वेंट्री के अंदर जो अपना वैल्यू था 0.80 इंटू सेल्स अपॉन 15, तो सेल्स की जगह पे वैल्यू डाल देना, आपका इन्वेंट्री का वैल्यू निकल के आ जाएगा। रिसीवेबल का वैल्यू था सेल्स अपॉन 12, सेल्स का वैल्यू डाल देना, डिवाइड बाय 12 कर देना, आपके पास रिसीवेबल भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों निकल के आ गए, तो ये दोनों अपन ने यहाँ पे डाल दिए वैल्यूज। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचे बस ये दोनों, इन दोनों को निकालना है अपने को, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, जीपी रेशो 20% यूज़ हो गया। अब बच रहा है बस एक क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, जो बेस्ड है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेंगे, सेल्स आ ही चुका है, सेल्स को इंटू 80% कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्रेडिटर्स भी निकल के आ जाएंगे। क्या तकलीफ है उसके अंदर, देखो देर का ना, ऑल परचेज एंड सेल्स आर ऑन अज्यूम टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, कैसे भी अपन वही अज्यूम करते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सीओजीएस अपॉन क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 10। सीओजीएस कैसे निकलेगा, सेल्स इंटू 0.80। ठीक है, सीओजीएस के लिए डालना, क्रेडिटर्स निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आया 40 30 244। तो क्रेडिटर्स अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्रेडिटर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसको अपन बोलेंगे ट्रेड पेबल 40 30 244। एंड आपका ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रोविजन बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। खत्म, मजा आया, मजा आया, पैसा वसूल हुआ। हाँ, कितना वसूल हुआ, डबल ट्रिपल, आगे क्या होता है, चौबल पचबल नहीं, गंदा तो जाएगा आगे ना, छोड़ो। ठीक है, कंप्लीट किया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वर्धमान लिमिटेड साउंड्स लाइक अ वेरी रिच क्वेश्चन। ठीक है, जैन 25 आरटीपी, इन्फॉर्मेशन दे रखे 2024 की, क्या दे रखे हैं, रेशियोज, करंट रेशियो, लोन फंड्स टू ओन फंड्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसके अंदर एक नया पॉइंट आएगा। वैल्यूज कौन कौन सी हैं, नेट वर्किंग कैपिटल है, करंट रेशियो है, दोनों को यूज करके CACL निकल जाएगा, पता ही हो गया अभी तक, तो याद ही हो गया होगा आपको। ठीक है, देन आपको रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स दे रखा है, देन आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो जहाँ पे भी स्टॉक यूज, टर्नओवर रेशियो के अंदर अपना एवरेज स्टॉक जाएगा एक तरीके से। फिक्स एसेट्स दे रखा है आपको 15 लाख का, इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रखे हैं, तो प्रेफरेंस भी आएगा इसके अंदर। डिप्रिसिएशन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डेट दे रखा है, फ्यूचर इंस्टॉलमेंट दे रखा है, इंस्टॉलमेंट दे रखा है इसके अंदर, जो कहाँ काम आता है, दो ही रेशो में काम आता है, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशो, उनमें से एक निकालना रहेगा। टैक्स रेट इज 25%। सबसे पहले निकालने बोल रहा है क्विक रेशो, चलो क्विक रेशो की काम करते हैं। देखो अभी अपन ने करंट फिक बात करी, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट रेशो दे रखा है, सी और CL तो निकल ही जाएगा। अब CA से अपन क्विक रेशो, क्विक असेट्स तक पहुंचेंगे तो अपना निकल के आ जाएगा, क्विक रेशो भी निकल के आ जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, करंट रेशो CA अपॉन CL 3:1, तो CA 3CL हो गया। वर्किंग कैपिटल दे रखा है, जो CA माइनस CL 5 लाख का हो जाएगा। ठीक है, CA की जगह पे 3CL डालना, तो ये निकल के आ जाएगा, CL की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.5 लाख की, CL 2.5 लाख आ गया तो CA भी निकल के आ जाएगा, 3 इंटू 2.5 लाख इज 7,50,000। CA आ चुका है, CL आ चुका है, अपने को क्विक असेट्स तक पहुंचना है। क्विक असेट्स तक पहुंचने के लिए CA में से अपने को माइनस करना होगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माइनस करना होगा। वो इन्वेंट्री तक मैं कैसे पहुंचूं, इन्वेंट्री तक मैं कैसे पहुंचूं, सोचो क्वेश्चन के अंदर जो जो यूज़ किया उसको टिक मारते जाओ। ठीक है, इन्वेंट्री यहाँ से तो नहीं निकलने वाली, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से कुछ हो सकता है, सेल्स सही होगा। ठीक है, देन रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, MPS नहीं काम का, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, देखो अब इसके अंदर थोड़ी लाइन ऑफ थिंकिंग अपने को आगे की बढ़ानी पड़ेगी। क्या, अपने पास करंट असेट्स आ चुका है, करंट असेट्स में फिक्स असेट्स में अगर ऐड कर दूंगा मेरे पास टोटल असेट्स आ जाएगा। ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो को मैं इससे यूज करके सेल्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, सेल्स को मैं ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ एंड COGS भी निकाल सकता हूँ। COGS जैसे मेरे पास आ जाएगा तो मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो में यूज करके इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ। लाइन ऑफ थिंकिंग थोड़ी बड़ी करनी पड़ी मुझे इसके लिए, तो मैं क्या करूँगा, FA प्लस करंट एसेट्स ऐड कर देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, कहाँ गया अपना FA प्लस करंट एसेट्स, हाँ ये रहा।
टोटल एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस एफ ए। 7.5 लाख का अपना करंट एसेट्स निकल के आया था, उस पर अपन ने 15 लाख का एफ ए ऐड कर दिया, तो 22,50,000 का अपना टोटल एसेट्स हो गया। टर्नओवर रेशो दे रखा, टोटल एसेट टर्नओवर 2.5 का। इसमें टोटल एसेट्स अवेलेबल है अपने पास, सेल्स बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा कितना, 5625 का निकल के आ गया। 5625 का निकल के आया अपने पास अवेलेबल था क्वेश्चन के अंदर जीपी रेशो कितना 25% का। ठीक है, तो जीपी कितना हो जाएगा 5625 इंटू 25% का। सीओजेस निकाल देंगे सेल्स माइनस जीपी करके, तो निकल के आ जाएगा 42,18,750 का। इसको अपन डालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अंदर, तो वो निकल के आता है सीओजेस अपन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्यों डालेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, दैट मीन्स ये एवरेज स्टॉक ही लेगा यहाँ पे। तो एवरेज स्टॉक निकल के आ गया, कितना आएगा बैलेंस फिगर, एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 421,875 का। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ओपनिंग अवेलेबल है तो क्लोजिंग आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, फिर से कितना आया 193,250 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्लोजिंग ही क्यों चाहिए था, क्योंकि जो मेरे करंट रेशियोज हैं, जो करंट एसेट्स में ले रहा हूँ, करंट लाइबिलिटीज में ले रहा हूँ, ठीक है, वो सब जो वैल्यूज हैं वो भी क्लोजिंग वाली तो है, वो क्लोजिंग वाली, तो इन्वेंट्री भी क्लोजिंग वाली माइनस होगी, तभी तो क्विक एसेट्स निकल के आएंगे। तो करंट एसेट्स हैं 7.5 लाख की, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करो, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज कर लो, आपका क्विक रेशियो निकल के आ जाएगा। तो क्विक एसेट्स कितना होगा, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्विक एसेट्स आ गया। क्विक रेशियो कैसे निकलेगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 2.23, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके अपना ये अप्रॉक्स निकल के आया। क्लियर है, ये सिंपल तो नहीं था बट अच्छा था। ठीक है, कौन कौन से रेशियोज यूज़ हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूज़ हो गया, और अपना यूज़ हो गया फिक्स्ड एसेट्स यूज़ हो गया, ओपनिंग स्टॉक यूज़ हो गया, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो यूज़ हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे रिटर्न ऑन टोटल एसेट दे रखा है 15% का। टोटल एसेट्स है उसको 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईवीआईटी भी निकल के आ जाएगा, जो प्री टैक्स है वो भी पॉसिबल है निकालना मेरे पास यहाँ पे ईवीआईटी। क्यों बता रहा हूँ, ऐसे क्लिक करके तो बोल दिया मैंने, कहाँ काम आएगा वो देखते हैं अभी अपन। ठीक है, क्विक रेशियो यूज़ हो गया, निकल के आ गया। देन अपने को आगे निकालना है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। बहुत सिंपल है, फिक्स एसेट्स दे रखे हैं, डायरेक्टली दे रखे हैं, टर्नओवर अभी मैंने निकाला सेल्स, तो सेल्स अपन फिक्स एसेट्स करना खत्म हो जाएगा, या तो इसमें क्या ही है। ठीक है, अब आएगा ना मजा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। ये नोट्स में लिखा हुआ है, क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है, अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है उसको अपन, अगर मेरे पास ज़्यादा वर्किंग अवेलेबल नहीं हो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकलता है, जो अपना कैश फ्लो बनता था ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, उसकी बात हो रही है। और उसके अंदर जितने सारे एडजस्टमेंट होते हैं वो सारे अपने पास क्वेश्चन में यूजुअली होते नहीं है, तो अपन उसको शॉर्ट में कैसे लिख लेते हैं, शॉर्ट में अपन उसको लिख लेते हैं ईवीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन करके, ईवीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन करके, तो फॉर्मूला बन जाता है ईवीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो अपना डेट सर्विस का रेशियो कैसे निकल के आ गया, ईवीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, सिंपल। अब इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में आपको दे रखी है, डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इंटरेस्ट अपने को निकालना है, ईवीआईटी अपने को निकालना है। ईवीआईटी मैंने अभी आपको बता दिया कैसे निकलेगा, मैं जो बोला था ना कि मेरे को क्लिक कर गया तो मैंने बोल दिया, वो यहीं पे काम आएगा अभी। ठीक है, तो आपको रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कितना दे रखा है 15% का। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कैसे निकलता है, ईवीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 15% से, तो आपके पास ईवीआईटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। इंस्टॉलमेंट दे रखा है, इसको यूज़ कर लेंगे, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इसको यूज़ कर लेंगे। बात आती है अभी इंटरेस्ट निकालने की, बाकी सब काम हो जाएगा, ईवीआईटी आ जाएगा, इंटरेस्ट निकालना है अपने को बस अभी। ठीक है, ईवीआईटी आ जाएगा 15% है, टोटल एसेट्स इंटू 15% करेंगे तो ईवीआईटी आ जाएगा 37,500 का। अब बचा है सिर्फ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट के लिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कौन सी दे रखी है, आपको इंटरेस्ट ऑन डेट दे रखा है 9% का, तो अमाउंट ऑफ डेट आ जाए उसको मैं 9% से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अमाउंट ऑफ डेट कहाँ से निकल के आएगा, कौन से रेशो बचे, एमपीएस का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशो, अच्छा स्टॉक टर्नओवर अपन ने यूज़ कर लिया ना, टिक करते हैं। एक ही रेशो बच रहा है यहाँ पे, ये भी अपन ने यूज़ कर लिया रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स ईवीआईटी निकालने के लिए। बस अभी बच रहे हैं कुछ रेशोज, चुनिंदा रेशोज जो है, जैसे ये काम में आ जाएगा। लोन फंड्स टू ओन फंड्स रेशो बोला है 1:3 का, यानी लोन फंड ओन्ड फंड का 1:3 है। अब ओन फंड या क्या होता है, प्रोप्राइटर फंड, ओन फंड यानी प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड या फिर शेयर होल्डर फंड बोल दो, तो उसके अंदर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों का पैसा आ जाता है। तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों का पैसा जो होगा उसका, उसके थ्रू आपका लोन फंड्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों का पैसा अपन यहां से निकाल सकते हैं ना सर, नहीं 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 ना, इससे आपका इक्विटी कैपिटल निकल के आ जाएगा, प्रेफरेंस कैपिटल निकल के आ जाएगा, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आएगा इसके अंदर, वो नहीं आएगा ना, तो अपन इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन यूज करेंगे अभी, और तो कुछ चीज यूज नहीं हो सकती,
तो अपने पास एक ही चीज़ बचेगी, अपनी बचेगी लाइबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स की इक्वेशन। टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लाइबिलिटीज, क्योंकि बाकी आइटम्स मैं खोज चुका हूँ तो मैं इनका टोटल निकाल सकता हूँ। ठीक है, टोटल एसेट्स मेरे पास ऑलरेडी है एफ ए प्लस सी ए करके, तो अपन उसकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, एफ ए प्लस सी इज इक्वल टू ओन्ड फंड, एफ ए प्लस सी यहाँ पे टोटल एसेट्स आ गया, इनकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, सबसे पहले मेरा आएगा ओन्ड फंड, ओन्ड फंड के अंदर क्या आ गया, इक्विटी का पैसा भी आ गया, प्रेफरेंस का पैसा भी आ गया, देन आएगा आपका डेट, देन आएगा आपका करंट लायबिलिटीज, ओन फंड प्लस लोन फंड प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें से करंट लायबिलिटीज मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये 2250 एफ ए प्लस सी हो गया, टोटल एसेट्स जो मैंने निकाला था पहले ही। करंट लायबिलिटीज 2.5 लाख का है, ऊपर निकाल के लेके आए ऑलरेडी, वो यहाँ पे डाल दिया। बाकी बचा हुआ टोटल आपका जाएगा ओन फंड्स प्लस लोन फंड्स का। तो ओन फंड्स प्लस लोन फंड्स का टोटल कितना आ गया, 20 लाख का निकल के आ गया। अब इस 20 लाख के बारे में बोला है कि लोन फंड और ओन फंड का जो रेशियो है वो है 1:3। ठीक है, तो ये 20 लाख इन दोनों का टोटल है। इस 20 लाख में लोन फंड्स 1 है एंड ओन फंड्स 3 है, तो इसका टोटल 4 नहीं हो जाएगा। तो 20 लाख अगर 4 है तो ये 1 और 3 की वैल्यू निकाल नहीं सकते अपन। ठीक है, निकाल लेंगे। 20 लाख/4 इंटू 1 इज लोन फंड्स, 20 लाख/4 इंटू 3 इज ओन फंड्स। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि आपको बोला ना लोन फंड्स अपॉन ओन्ड इज इक्वल टू 1:3। दैट मीन्स लोन फंड्स कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, ओन्ड फंड्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू लोन फंड्स। ठीक है, तो ओन की जगह पे आप क्या लिखोगे, 3 इंटू लोन लिखोगे यहाँ पे। ओन की जगह पे आप क्या लिखोगे, 3 इंटू लोन लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3 लोन प्लस लोन, तो ये टोटल बन जाएगा 4 लोन। तो 4 लोन फंड्स इज इक्वल टू 20 लाख। लोन फंड्स कितना हो जाएगा, 20 लाख/4 5 लाख, जो वैसे भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, एंड उसको इंटू 3 कर देंगे तो अपना ओन फंड्स भी निकल के आ जाएगा। तो ये लोन फंड्स निकल के आ गया 5 लाख का। इसके ऊपर 9% का रेट लगा दो तो आपका इंटरेस्ट भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 लाख इंटू 9% इज 45,000। बस वो सारी वैल्यूज यहाँ पे इंटरेस्ट डाल दो, इंस्टॉलमेंट डाल दो, ये सब वैल्यूज डाल दो एंड आपके पास DSCR निकल के आ जाएगा। देन आपको बोला है अर्निंग्स पर शेयर निकालने को। अर्निंग्स पर शेयर वो भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि अपन EBIT तक तो पहुंच चुके थे। EBIT में से इंटरेस्ट अभी भी निकाल के लेके, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस किया तो EBT आ जाएगा। EBT के ऊपर टैक्स रेट कहीं दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, टैक्स रेट यहाँ पे दे रखी है 25% की। टैक्स माइनस करेंगे EBT में से तो EAT आ जाएगा। EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो EAT ETAS आ जाएगा। ETAS आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो तो EPS आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये भी। EBIT निकाल के आए हैं, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, VB निकाला था, EBT आ गया, माइनस टैक्स कर दिया, EAT आ गया, EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया, ये आ गया, ETAS आ गया, ETAS बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया, EPS आ गया। ठीक है, सिंपल है। इसके आगे आपको बोला है लास्ट रेशियो। लास्ट रेशो आपको बोला है PE रेशो। पी रेशो भी सिंपल ना आ जाए, क्योंकि आप EPS अभी भी निकाल के लाए हो। पी रेशो क्या होता है, MPS अपॉन EPS। EPS आपके पास अभी भी है, MPS एक इकलौता आइटम बचा हुआ है यहाँ पे, बाकी सब अपन यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इकलौता बचा हुआ है MPS। तो MPS ये रहा, EPS अभी भी निकाल के लेके आए, डिवाइड कर देना, पी रेशो निकल के आ जाएगा। सिंपल। चलो, अच्छा क्वेश्चन था ना ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 EIC स्टडी मेट का क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपको दे रखी हैं सारी चीज़ें, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, बैलेंस शीट बना के दे रखी है बेसिकली। एंड आपको बोला है विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 1 March 2023। ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, कंपनी वेंट इन फॉर, ये आपको दे रखी है कब की, द कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलोज। कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए गई। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल को चेंज किया उसने, जिसके लिए उसने बोला है कि शेयर कैपिटल सेम बनी हुई है जो पहले थी। तो पहले कितनी शेयर कैपिटल थी, 1 लाख की थी, अभी भी शेयर कैपिटल 1 लाख की होगी, तो ये आपका 1 लाख का अमाउंट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर शेयर कैपिटल 50% है और उसका अमाउंट 1 लाख है, तो टोटल कैपिटल जो है उसका अपने इसको उन्होंने स्प्लिट दे दिया कि हमने जो रीऑर्गेनाइजेशन करा तो हमारा शेयर कैपिटल 50% हो गया। अदर शेयर होल्डर फंड, अदर शेयर होल्डर फंड कौन से अपने यहाँ पे, P&L अकाउंट, P&L अकाउंट बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस, वो हमारा हो गया 15% ऑफ टोटल करंट, टोटल वैल्यू जो भी है। ठीक है, देन 5% डिबेंचर्स हमने ऐड किया, करेंटली डिबेंचर नहीं है यहाँ पे, इन्होंने ऐड किया, एंड करंट लायबिलिटीज हमारा हो गया 25 का। तो बेसिकली लोगों ने क्या दिया कि टोटल लायबिलिटीज का ब्रेकअप दे दिया है लोगों ने, सब कुछ आ गया इसमें,
इक्विटी का पैसा आ गया, डिबेंचर्स का आ गया, करंट लायबिलिटीज आ गई। तो टोटल लायबिलिटीज का ब्रेकअप लोगों ने दे दिया। इनका टोटल कितना होता है देखो, 50, 15, 10, 25, 100 होता है। दैट मीन्स ये लोगों ने टोटल लायबिलिटीज का ब्रेकअप दे दिया 100% का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1 लाख जो आपका शेयर कैपिटल है दैट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ टोटल लायबिलिटीज, तो टोटल लायबिलिटीज कितनी रही होगी? 1 लाख बाय 50%, तो टोटल लायबिलिटी आपकी हो जाएगी 2 लाख की। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 2 लाख की टोटल लायबिलिटी हो गई, तो 2 लाख को इंटू 15 करोगे तो ये निकल के आ जाएगा, 2 लाख इंटू 10 करोगे तो ये निकल के आ जाएगा, 2 लाख इंटू 25 करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। ये बहुत अच्छे तरीके से अपने करने का है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये देखो टोटल लायबिलिटीज 50% ऑफ टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर कैपिटल इक्वल टू 1 लाख। तो अपनी सारी चीज़ें निकल के आ गई। टोटल लायबिलिटी 2 लाख की हो गई, अदर शेयर होल्डर फंड 30,000 के हो गए, 5% डिबेंचर 20,000 के हो गए, एंड करंट लायबिलिटीज 50,000 की हो गई। इन सब वैल्यूज़ को पहले ऊपर पॉपुलेट कर दो बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, शेयर कैपिटल 1 लाख, P&L 5%, ये करंट लायबिलिटीज 50,000। ठीक है, सबसे पहले तो इस इन्फॉर्मेशन को अपन ने यूज़ कर लिया। देन आगे बोला डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। जो डिबेंचर नए लेके आए 1 अप्रैल को इशू हुए थे। इंटरेस्ट विल बी पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। अगले साल 31 मार्च को ही पे होगा। तो इसके ऊपर एक इंटरेस्ट भी है। कितना इंटरेस्ट बनेगा? जो अमाउंट था उसको 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बचा हुआ यूज़ करना है, इसको अपन बाद में यूज़ करेंगे, बाकी यूज़ कर लिया। देन आगे बोला लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड। जितना अभी है उतना बाद में भी होगा। 80,000 है, बाद में भी 80,000 ही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू लग देंगे अपन 80,000 का। ठीक है, देन आपको बोला है एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी वर परचेस्ड एंड अ फर्दर 5,000 डेप्रिसिएशन वाज रिटर्न ऑफ। तो डेप्रिसिएशन के अंदर 5,000 और जुड़ा है, एंड अपना प्लांट एंड मशीनरी का जो ग्रॉस वैल्यू है, ये देखो ग्रॉस वैल्यू है, नेट ऑफ, ये ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन है, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रखा है, ये सिर्फ उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है 50,000 की, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 का है, तो माइनस हो गया है 35,000 का। बोला 5,000 का डेप्रिसिएशन और एड ऑफ किया, राइट ऑफ किया अपन ने, एंड यहाँ पे अपन ने कुछ परचेज भी किया है, कितना परचेज किया वो नहीं बताया। देन आगे बोला है द टोटल फिक्स एसेट्स देन कॉन्स्टिट्यूटेड 60% ऑफ टोटल फिक्स एंड करंट एसेट्स। ये बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, क्या बोला है? टोटल फिक्स एसेट्स कॉन्स्टिट्यूटेड 60% ऑफ टोटल फिक्स एंड करंट एसेट्स। मुझे बताओ टोटल फिक्स एंड करंट एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट्स। ठीक है, एंड टोटल एसेट्स किसकी इक्वल होता है? टोटल लायबिलिटीज की इक्वल होता है। टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज की इक्वल होता है। टोटल लायबिलिटीज का वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल के लाए हुए हैं, कितना है? 2 लाख का निकाल के लेके आए हुए ना, 2 लाख का। ये आपका टोटल एसेट्स का वैल्यू भी है। तो 2 लाख का बेसिकली 60% उसने कहा है कि फिक्स एसेट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो कितने हो जाएंगे फिक्स एसेट्स आपके? 1,20,000। ठीक है, 2 लाख का 20%। एफ ए इज इक्वल 60% ऑफ एफ ए प्लस सी है। एफ ए प्लस सी को अपन बोल सकते हैं टोटल एसेट्स, इसको अपन बोल सकते हैं टोटल लायबिलिटीज। एफ ए इज इक्वल 60% टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज अपने कितनी है? 2 लाख की, 2 लाख इंटू 60% एफ ए 1,20,000 का निकल के आ गया। तो अब अगर एफ ए 1,20 का आ चुका है एंड टोटल एसेट 2 लाख के हैं, तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा? 2 लाख माइनस 1,20,000, 80,000 का। तो दोनों की वैल्यूज अपने पास आ गई। ठीक है, ये टोटल एसेट्स फिक्स एसेट्स हो गया आपके पास, ये टोटल करंट एसेट्स हो गया आपके पास 80,000 के। अब अपने को एक एक करके वैल्यू बाकी की निकालनी है। ये भी अपना यूज हो गया इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा एक और काम हो सकता है अपना, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है ही, उसके अलावा दूसरा एसेट्स कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी, और 1,20 का टोटल फिक्स एसेट्स है। दैट मीन्स अपना टोटल प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना रहा होगा? क्लोजिंग WDV 40,000 का रहा होगा। 40,000 का बैलेंस फिगर आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हो गया। डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है कि जितना अभी है उसमें 5,000 अपन ने एक्स्ट्रा जोड़ा है, 15,000 अभी है, 5,000 उसके अंदर और जोड़ा है, तो डेप्रिसिएशन अपना कितना हो जाएगा? 20,000 का हो जाएगा। तो ये भी 20,000 का अपना डेप्रिसिएशन हो गया। तो मुझे बताओ ये 40,000 का अगर ये है और 20,000 का डेप्रिसिएशन कटा हुआ है, तो ये ओपनिंग WDV कितना रहा होगा? 60,000 का। 60,000 का रहा होगा ना, लॉजिकल। 60,000 का अपना ओपनिंग WDV हो गया। ठीक है, दैट मीन्स अपन ने कितना परचेस किया होगा? 50,000 का आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, 60,000 हो चुका है, यानी 10,000 का अपन ने एक्स्ट्रा परचेस किया है। ठीक है, चलो देन ये भी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो गई अपनी। आगे बोल रहा है वर्किंग कैपिटल रेशियो वाज 8:5। इसको यूज़ करने का कोई नीड ही नहीं अपने पास। क्या यूज़ करूँ? करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है? C/CL इज 8/5। CA भी अवेलेबल है, CL भी अवेलेबल है, तो क्या यूज़ करके करूँगा मैं? कोई काम का ही नहीं है रेशियो, नॉट नीडेड। क्विक एसेट्स रेशियो बोला 1:1 है, जितना करंट लायबिलिटीज है उसका ही इक्वल हो जाएगा क्विक एसेट्स भी, ये यूज़ कर सकते हैं अभी अपन। ठीक है,
क्विक रेशियो बोला है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1:1, तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 50,000। करंट लायबिलिटी 50,000 की थी, क्विक एसेट्स 50,000 के हो जाएंगे। करंट एसेट्स अपने निकल के 80,000 के, उसमें से 50,000 का आप क्विक एसेट्स माइनस करोगे तो आपके पास इन्वेंट्री भी निकल के आ जाएगी। तो स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, 80 माइनस 50 30 का स्टॉक हो गया आपका। ठीक है, स्टॉक को भी अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्लियर, चलो ये भी अपना हो गया यूज। आगे बोल रहा है द रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 4/5 ऑफ क्विक एसेट्स, दैट मींस रिसीवेबल्स इज 4/5 ऑफ क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स अभी मैंने निकाला 50,000 का 4/5 कितना होता है 40,000, तो रिसीवेबल्स भी निकल के आ जाएगा 40,000। ठीक है, रिसीवेबल्स है 4/5 ऑफ क्विक एसेट्स। ठीक है, ये भी निकल के आ गया। अब बचता है आपका बैंक, वो बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा 10,000 का। क्लियर, ये भी कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है अपनी, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब अपने को बाकी करनी है पीएनएल की वर्किंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की वर्किंग करनी है। रिसीवेबल्स के बारे में बोला है 4/5 ऑफ क्विक एसेट्स, ये भी अपन ने यूज कर लिया। आगे बोला है रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। दैट मीन्स रिसीवेबल्स के अंदर क्या है, 2 महीने की सेल फंसी हुई है और रिसीवेबल्स का बैलेंस अपने पास है, तो क्या मैं टोटल सेल्स नहीं निकाल सकता, निकल जाएगी। रिसीवेबल्स कितनी है 40,000 की, रिसीवेबल्स है 40,000 की, ये 2 महीने की सेल के बराबर है, तो डिवाइड बाय 2 इंटू 12 करेंगे तो सेल निकल के आ जाएगी। ठीक है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 2 मंथ्स, तो सेल्स आ जाएगी रिसीवेबल्स बाय 2 इंटू 12, क्योंकि रिसीवेबल्स 2 महीने के सेल के बराबर है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 का आ जाएगा, इंटू 12 करेंगे तो 12 महीने का आ जाएगी सेल्स, तो 12 महीने की सेल इज 2,40,000। ये अपना सेल्स निकल के आ गया। ट्रेडिंग एंड बिल की स्टार्टिंग यहाँ से हो चुकी है, 240 का सेल्स आ चुका है। ठीक है, और क्या यूज़ करेंगे अपन, यूज़ हो गया। देन आपको बोला है कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 10%, ग्रॉस प्रॉफिट वॉज एट द रेट ऑफ 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। ग्रॉस प्रॉफिट वॉज एट द रेट ऑफ 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेल्स आ चुका है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, देन आपको बोला रिटर्न ऑन नेटवर्थ वॉज 10%, इसका क्या करूं मैं, देखो 17,000 का आपका पीएनएल अकाउंट था ऑलरेडी, पहले ही पड़ा था, एंड जब अपन ने रिऑर्गेनाइज किया तो वो बन गया 30,000 का। तो 17 से 30 कैसे हुआ होगा, दैट मीन्स अपन ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया एक्स्ट्रा प्रॉफिट, 13,000 का अपन ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, 13,000 का अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, तो अपना नेट प्रॉफिट कितना हो गया 13,000। ठीक है, तो अपना जो अगर आप ये पीएनएल अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाएंगे अपन, तो अपना नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 13,000 का हो जाएगा। ठीक है, 13,000 का अपना नेट प्रॉफिट हो जाएगा। सीओजेस अपना कितना हो जाएगा, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, जो अपना 15% का है वो अपना सीओजेस निकल के आ जाएगा। आते हैं नीचे देखते हैं अपन, ग्रॉस प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल्स, तो सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 37,000 का, सीओजेस हो जाएगी 2,04,000 की। एंड नेट प्रॉफिट अपना कितना हो गया 30,000 का पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस माइनस 70,000 का पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस, तो 13,000 का अपना प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये आपका सीओजेस है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपका नेट प्रॉफिट है, इसको अपन ट्रेडिंग एंड पीएनएल के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास सेल्स का वैल्यू है ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर, सेल्स का वैल्यू 2,40,000 का। ठीक है, देन देन ग्रॉस प्रॉफिट अपन ने कितना निकाला 36,000 का, निकाल के लाए ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 36,000 का अपन ने निकाला। ठीक है, देन बाकी का अपना सीओजेस यहाँ पे आ जाएगा, सीरीज अपना यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा वो भी अपन निकाल के लेके आए, लेकिन अपन सीरीज को अपन बाइफरकेट कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी लिख देंगे यहाँ पे 21,000 का। ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आपको दे रखा है ना 21,000 का स्टॉक, वो आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो उसको आपने यहाँ पे लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपने अभी भी बैलेंस शीट के अंदर निकाला 30,000 का, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया 30,000 का। ठीक है, बाकी बचा हुआ आपका बैलेंस फिगर परचेज से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो जीपी होगा ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। इसके यहाँ पे अपन क्या चार्ज करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट भी था क्वेश्चन के अंदर, देन बचा हुआ नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट अपना कितना है 13,000 का है, जो अपन ने निकाला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑफ पीएनएल अकाउंट, 13,000 का अपन निकाल के लेके आए। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने को भी नहीं दे रखे क्वेश्चन में, इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है, कितना बोला था डेट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो एनुअली पे होगा। डेट अपन ना 5% डिवेंचर है, डिवेंचर का अमाउंट कितना निकाला अपन ने 20,000 का 5% कितना होता है 1,000, 1,000 आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, बाकी और क्या आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, देखो वैसे अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद में पहले अपन ईवीआईटी लिखते हैं,
देन ईवीटी के बाद में अपन माइनस करते हैं इंटरेस्ट वगैरह, लेकिन अपने को बोला ही नहीं हो निकालने को, अपने को सिर्फ डायरेक्ट पीएनएल निकालने बोला है, तो अपन सारे एक्सपेंस ले लेंगे। जीवी के बाद अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होता है, तो उसके बाद ईवीटी आता है, ईवीटी के बाद इंटरेस्ट लेस होता है, ठीक है, तब जाके अपने पास ईबीटी आता है, फिर टैक्स लेस होता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है। तो बीच में बहुत लेयर्स हैं, लेकिन अपने सब मिक्स कर दिया एक साथ, क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं क्वेश्चन में समराइज पीएनएल बोला है, ठीक है। तो ये 1,000 का ये हो गया, बाकी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंस फिगर हो जाएगा, ठीक है। जीपी तक का काम आप यहाँ पे, सीओजीएस तक आपने यहाँ पे लेस कर दिया, ये सीओजीएस तक यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो जीपी में से अब उसके आगे क्या लेस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो बचेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा आपका 22,000 खत्म हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी बहुत सारी चीज़ें तो काम में नहीं आई इक्वेशंस, कौन सी काम में नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट वाला काम में आया, स्टॉक टर्नओवर नीडेड ही नहीं था, नॉट नीडेड, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% का ये भी नीडेड नहीं था, क्योंकि मैंने ओपनिंग क्लोजिंग को डिफरेंस करके ही मैंने निकाल दिया कि मेरा प्रॉफिट कितना है। अदरवाइज मैं इसको यूज कर सकता था, कैसे कि नेटवर्थ के ऊपर 10% मैं कमाऊंगा, तो नेटवर्थ मेरी कितनी है, नेटवर्थ कितनी होगी मेरी, नेटवर्थ है मेरी ये दोनों मिला के, एक सेकंड ना, 1,30 की है, 1,30 के ऊपर 10% मैं कमा रहा हूँ नेटवर्थ, रिटर्न में कमा रहा हूँ, रिटर्न क्या हो जाएगी, ईएटी हो जाएगा, ईएटी या ईटैश बोल लो। तो 1,30,000 का 10% मेरा ईटैश है 13,000, 13,000, तो मेरा ईएटी कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। अभी भी तो मैंने इतना ही निकाला 13,000 का, ठीक है। तो वो भी काम में नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काम में नहीं है। तो बहुत सारे रेशोज इसके अंदर एक्स्ट्रा दे रखे थे, जो ये वाले, उनका नीड ही नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, ये भी ऐसे स्टडी मैट का ही है, इसके अंदर थोड़े से हल्का सा एक नया कंसेप्ट है, इसके अंदर अपन कॉस्ट शीट बनाने वाले हैं। देखो इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारे सारे रेशोज ही दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी सारे के सारे रेशोज है, कोई भी अमाउंट नहीं है। एंड ये आपको जो डेटा दे रखा है 31 मार्च 2023 के एंड का दे रखा है। नीचे आपको क्या दिया है, इफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 26 लाख, प्रिपेयर अ समराइज्ड पीएनएल ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। अब मुझे एक बात बताओ, जब अपने को सारा डेटा यहाँ पर 2023 का दे रखा है एंड मुझे फिक्स एसेट्स का बैलेंस दे रखा है 2022 का, तो मैं क्या कर लूँ, मेरे पास एक ही तो अमाउंट था, फिक्स एसेट्स का अमाउंट था 26 लाख का, और यहाँ पे जो सारे रेशियोज हैं वो 2023 के एंड के हैं। तो जब मेरे पास कोई बैलेंस ही नहीं 2023 के एंड का, तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा। तो ये लोगों से गलती हो गई, ऐसी स्टडी मैट करना, इनको माफ़ करना, इनको यहाँ पे 2023 लिख के देना चाहिए था, क्योंकि उसके अलावा सॉल्व ही नहीं हो सकता, एक ही तो अमाउंट था, वो भी अपने पिछले साल का कर दिया, तो फिर कैसे सॉल्व हो। तो मेक इट 2023, ठीक है। चलो अब अपने पास फिक्स एसेट बैलेंस है 26 लाख का, अपने को देखना है कहाँ पे यूज हो सकता है। फिक्स एसेट टू सेल्स रेशो दे रखा है, इसमें एफ डालेंगे तो सेल्स निकल के आ जाएगा। देखो फिक्स एसेट टू सेल्स दे रखा है, इसमें एफ डालेंगे, सेल्स निकल के आ जाएगा, सेल्स निकल के आएगा 78 लैक्स का, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन ये यूज़ कर लिया अपन ने, सेल्स निकल के आ गया, ठीक है। देन एफ टू करंट एसेट्स दे रखा है, एफ के अंदर डालेंगे, करंट एसेट्स निकल के आ जाएगा, करंट एसेट्स निकल के आ जाएगा, कितना आया 22 लाख का निकल के आ गया, ठीक है। करंट एसेट्स भी आ गया। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। करंट एसेट्स अपनी ये यहाँ पे आ चुकी है 22 लाख की, ठीक है। देन अपना सेकंड है करंट रेशो, करंट एसेट्स आ गया तो उससे करंट लाइबिलिटीज निकल के आ जाएगा। 22 लाख का आपका करंट एसेट्स थे, तो करंट रेशो में डालोगे तो 11 लाख की आपकी करंट लाइबिलिटीज निकल के आ जाएगी, ठीक है। उसको भी बैलेंस शीट के अंदर अपनी ये 11 लाख की ये खत्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेशो यूज होगा लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज आ चुका है, लॉन्ग टर्म लोन्स उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 11 लाख का था करंट लाइबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लोन आपका 22 लाख हो जाएगा, एक सेकंड ना, 22 लाख का आपका लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, क्लियर, ये भी यूज हो गया। देन आपको दे रखा है शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, और फिक्स एसेट तो अपने को ऑलरेडी दे ही रखा था कितने का, 26 लाख का, उसको अपन एसेट्स यहाँ पे टिका सकते हैं, इसको अपन यहाँ टिकाया तो 26 लाख का निकल के आ गया, ठीक है। तो टोटल अपने यहाँ पे टोटल एसेट्स आ जाएगा 48 लैक्स का, वो 48 लैक्स का आपके यहाँ पे करंट टोटल लाइबिलिटीज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये दोनों तो अपन ने निकाल लिए, तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 48 का ये है, इन दोनों में से माइनस कर दो कि 22 एंड 11, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू इन दोनों का टोटल आ जाएगा, यानी टोटल इक्विटी आ जाएगा कितना, एफ ए प्लस सी ए 26 प्लस 22 इक्वस टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इन दोनों का टोटल 22 प्लस 11 है, तो इक्विटी का बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा अपना 15 लाख का, ठीक है। लॉजिकल भी है, यहीं पे करके देख लो, ये 22 और 11 को इसमें से माइनस करो, 48 माइनस 22 माइनस 11, 15 का आएगा आपका ये, ठीक है। 15 का ही यहाँ पे भी मैंने निकाला है सेम इज इक्वेशन से, ठीक है। अब इस इक्विटी को अपने को स्प्लिट करना है, वो इन दोनों का टोटल है,
अपने को इनमें स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे दे रखा है शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस इज 1:4। ठीक है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस इज 1:4। तो जो 15 लाख का इक्विटी था, ठीक है, इसका एक हिस्सा शेयर कैपिटल, इसका एक हिस्सा रिजर्व एंड सरप्लस है। शेयर कैपिटल अगर 1 है तो रिजर्व 4 है, तो क्या ये 15 लाख 5 नहीं हो जाएगा? ठीक है, 1+4 ये 5 ही हो जाएगा ना। तो अगर ये 15 लाख 5 है तो ये 1 कितना होगा, 4 कितना होगा? 15 लाख/5 इंटू 1, 15 लाख/5 इंटू 4, 3 लाख का इक्विटी, 12 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी निकल के आ जाएगा। तो बैलेंस शीट अपना खत्म हो गया। अब आते हैं अपन मेन के ऊपर। अच्छा, ये बचे हुए वैल्यूज़, ये अपने बाकी हैं अभी निकालना। उनके वो यहाँ से नहीं निकलेंगे, वो अपने ऊपर से निकलेंगे। अपने को ऊपर बता रखा है यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेट कलेक्शन पीरियड, यहाँ से सारी अपनी चीज़ें निकल के आएंगी। तो अपन ऊपर वाले रेशोज़ पे चलते हैं। ठीक है, इन पे आते हैं, इनको यूज़ करते हैं। आपको क्या बोला है सबसे पहले? सेल्स का 15% ग्रॉस प्रॉफिट है, 8% नेट प्रॉफिट है, एंड आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आएगा 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस निकल के आएगा 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। अपने को वर्क्स कॉस्ट चाहिए। वर्क्स कॉस्ट कैसे निकल के आएगी, करते हैं बात। देखो यहाँ पे भी आपका 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो सेल्स के मल्टीप्लाई करके, जो अपन ने यहाँ पे निकाली थी सेल्स। सेल्स आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो अपने पास सीओजीएस निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट अपना निकल के आएगा 15% ऑफ सेल्स, तो ये आ जाएगा 11,70,000। ठीक है, सीओजीएस आएगा सेल्स माइनस जीपी, 78 माइनस 11,70 66,30,000। ये आपका सीओजीएस आ गया। सीओजीएस इज 66,30,000। अब एक चीज़ समझना, अपने को बेसिक एक कॉस्ट शीट जो अपनी बनती है वो कैसी बनेगी, ये अपनी यहाँ भी काम आएगी, वर्किंग कैपिटल के अंदर भी बहुत काम आएगी, वो अपने को एक बार सीखनी है। ठीक है, देखो अपना अपना कॉस्ट शीट कैसे बनता है। सबसे पहले अपन लेते हैं रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज के अंदर अपन ऐड करते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक ओपनिंग वाला, लेस करते हैं क्लोजिंग वाला रॉ मटेरियल स्टॉक। ठीक है, देन अपने पास आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम अपन ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो अपने पास आ जाता है बच के क्या, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के अंदर अपन ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो अपने पास आता है नेट वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, एंड अपन एफएम के अंदर नेट वर्क्स कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल पकड़ते हैं, बीच में कोई और आइटम नहीं आते हैं। कॉस्टिंग में आपके बीच में और आइटम आते होंगे, लेकिन यहाँ पे अपन इक्वली पकड़ते हैं। इसके बाद अपना आता है ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक का ऐड होता है, लेस होता है क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक का। फिर अपने पास आ जाता है नीचे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद अपन लेते हैं अपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद अपने आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको अपन टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अपने को उसके आगे नहीं जाना, अपने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक टिकना है। यहाँ पे अपना एक बेसिक अजम्पशन चलता है कि जब तक क्वेश्चन के अंदर कुछ भी बोला नहीं जाए तो अपन ये मान के चलते हैं जो अपनी कंपनी है वो एग्जिस्टिंग कंपनी होने वाली है। एग्जिस्टिंग यानी सालों साल से चलती आ रही है वो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है ना, तो अपन क्या मानेंगे कि कंपनी सालों साल से चलती हुई आ रही है, यानी वो एग्जिस्टिंग कंपनी है। एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसके अंदर अपने एक बेसिक अजम्पशन हो जाएगा क्या, कि जितने भी इसके स्टॉक्स हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स, वो सारे इक्वल हैं। यानी ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक के इक्वल है, तो ये इक्वल है, तो ये ऐड हो रहा है, ये लेस हो रहा है, दोनों इक्वल इक्वल अमाउंट ऐड लेस हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। दैट मीन्स होगा क्या कि जो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, वही आपका रॉ मटेरियल परचेस भी हो जाएगा। ये आपके वर्किंग कैपिटल में भी काम आएगी चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपके रॉ मटेरियल परचेस के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देन आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, आगे आपका ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का स्टॉक के बारे में बात नहीं करी गई है, तो उसको अपन नील पकड़ लेते हैं, नहीं करी गई है। ठीक है, स्टॉक के बारे में बात कहाँ दे रखा है आपको, फिनिश गुड्स स्टॉक दे रखा है यहाँ पे, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एंड आपको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है। डब्ल्यूआईपी का बात नहीं किया गया तो अपन उसको नील पकड़ लेंगे। तो ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दोनों को नील पकड़ लेते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नील, नील हो गया तो दोनों एक दूसरे कट हो जाएंगे। जो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट था वही आपकी नेट वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट ही आपकी नेट वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो नील हो गए। ठीक है, देन आपका आगे ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक लेस होता है। इन दोनों को भी अपन इक्वल पकड़ लेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग, क्योंकि अपन एग्जिस्टिंग मान के चल रहे हैं कि एग्जिस्टिंग कंपनी सालों साल से चलती आ रही है, जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग भी होगा। दोनों अगर इक्वल हो गए तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, कट कर देंगे तो उनका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका ये नेट वर्क्स कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वही आपके नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिक क्या हो गया इसके अंदर अपना चीज, कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वही नेट वर्क्स कॉस्ट के इक्वल है, वही ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के इक्वल है। ठीक है, अपन ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया था, कितना था अपना, था 66,30,000 का। अपन अपना वर्क्स कॉस्ट भी, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलो नेट वर्क्स कॉस्ट बोलो, इसके इक्वली आएगा 66,30,000 के। ठीक है, एंड अपने का ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट कितना बोला है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट से अपना निकल जाएगा 20% नॉमिनल कंज्यूम्ड, 10% डायरेक्ट वेजेस। तो अपना पास है वर्क्स कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका 20% ये 10% ये। ठीक है, तो 20% इसका
वर्क्स कॉस्ट होगी 60,30,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा इसका 20%, डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा इसका 10%। ठीक है, बाकी 70% क्या आएगा, देखो 20%, 20% ये आ गया, 10% ये आ गया, बाकी 70% या तो अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले सकते हैं या फिर अपन फैक्ट्री ओवरहेड्स ले सकते हैं। ठीक है, यूजुअली डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन अवॉइड करते हैं, अपन डायरेक्टली मूव कर जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका 70% और हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। अपना ग्रॉस वर्क्स 6630 है, ये दो अपने यहाँ पे आ चुका है, बाकी बैलेंसिंग फिगर आपका 4641 हो जाता है। ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। ठीक है, इसके टोटल आ गया। तो ये तीनों का अपन ने अमाउंट्स निकाल लिए। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल्स टू वर्क्स कॉस्ट माइनस रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस वेजेस, वेजेस इक्वल्स टू 4641। ठीक है, तो अपने ये चीज़ों निकल, तीनों चीज़ें निकल के आ गई, ये निकल के आ गई तीनों, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, करेक्ट वेजेस एंड अपना ओवरहेड्स भी निकल के आ गया। आगे बोला है आपको कि जो आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ यूसेज है, 3 मंथ यूसेज यानी जितना भी आप रॉ मटेरियल यूज करते हो साल भर में, उसमें से जो 3 महीने का यूज करने वाला है उसको आप स्टॉक में रखते हो। तो साल भर में आप रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करते हो, आप कंज्यूम करते हो 13,26,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम, 13,26,000 का, ये साल भर का है। इसमें से 3 महीने का अपन स्टॉक में रखते हैं, तो 3/12 कर देंगे। ठीक है, इंटू 3/12, 331,500। सिमिलरली फिनिश गुड स्टॉक के बारे में बोला, वो 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, जो वर्क्स कॉस्ट है उसको अपन इंटू 6% कर देंगे, 397,800। ठीक है, डेटर्स के बारे में बोला 60 डेज कलेक्शन पीरियड है, तो जितना अपना साल भर का क्रेडिट सेल है उसमें 60 डेज अपना डेटर्स के अंदर रहता है। ठीक है, 78 लाख का सेल्स था, इंटू 60 बाय डेज के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 365 ले लेंगे अपन। ठीक है, तो अपना यहाँ आ जाएगा अमाउंट, डेज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, 360 लिखा हुआ ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, कहीं लिखा हुआ है कि 360 डेज लेना है, नहीं लिखा हुआ है, 365 ले लेंगे अपन। ठीक है, डेटर्स निकल के आ जाएगा अपना। ठीक है, ये चीज़ है, तीन हो गए अपने। अब ये तीनों अपने आ गए, डेटर्स आ गया, रॉ मटेरियल स्टॉक आ गया, क्लोजिंग अपना फिनिश गुड स्टॉक आ गया, तो उसको अपन यहाँ पे टिका देते हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक अपना आ गया होगा 31,500, फिनिश गुड स्टॉक अपन ने निकाल लिया, रिसीवेबल्स अपन ने निकाल लिया, बाकी जो भी अपने करंट एसेट्स बचेंगे उसको अपन अदर करंट एसेट्स बैलेंस फिगर बोल देंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अपना बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कौन कौन से रेशियोज अपन ने यूज़ कर लिए, अपन ने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लिया, अपन ने स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल, डेट कलेक्शन पीरियड यूज़ कर लिया, क्रॉस प्रॉफिट अपन निकाल चुके हैं, नेट प्रॉफिट अपन और निकाल लेते हैं अभी 8% सेल्स के हिसाब से। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपना, नेट प्रॉफिट अपना हो जाएगा 8% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 6,24,000। ठीक है, यहाँ तक अपने ये सारी रेशियोज यूज़ हो चुके हैं। अब अपने को बनाना क्या है, ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट, जो अपन ने अभी तक बनाया नहीं है, समराइज ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। ठीक है, देन देन अभी इसको रोको। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम की, वो मैंने यहाँ पे बना दी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सारी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है, उसके आगे की जाती है पीएनएल के अंदर। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लीजिएंगे अपने कॉस्ट शीट से, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, यहाँ तक का अपना आ गया, ये तीनों अपनी कॉस्ट आ चुकी है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ गई। ठीक है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के आगे अपने को क्या करना है, ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक लेस करना होता है। ठीक है, ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आया अपना 6630, यही अपना नेट वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके आगे अपन ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक लेस करेंगे, जो इवेंचुअली कट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस इक्वल इक्वल ही है। ठीक है, एंड यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वल आएगा, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए अपन ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक, क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक दोनों दिखा देते हैं। ठीक है, कितना निकाला अपन ने स्टॉक, अपन ने स्टॉक फिनिश गुड स्टॉक का निकाला 397,800 का, 397,800 का निकाला, यही अपना ओपनिंग भी हो जाएगा, यही अपना क्लोजिंग भी हो जाएगा, क्योंकि अपन इक्वल इक्वल पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक 397,800, क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक 397,800। ठीक है, बच्चा वो ग्रॉस प्रॉफिट 1170 का आ जाएगा, जो अपना वैसे भी निकाला अपन ने। अच्छा सर, अब आप बोलोगे कि सर आपने रॉ मटेरियल स्टॉक तो लिखा ही नहीं, फिनिश गुड स्टॉक लिख दिया। अच्छा, रॉ मटेरियल स्टॉक ऑलरेडी एड लेस डिडक्ट होके रॉ मटेरियल कंज्यूम में आया ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकला होगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग वाला, तो ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अपन से फिनिश गुड्स वाला लेके आएंगे। ठीक है, चलेगा, चलो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1170 का, उसको अपन यहाँ मूव कर देंगे, 1170 का ये आ गया। अब अपना नेट प्रॉफिट अपन ने निकाला था अभी अभी, कितना निकाला, 624 निकाला, 624 नेट प्रॉफिट है। बाकी बैलेंस फिगर जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको अपन बोल देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट वगैरह। जब कुछ आ गया यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, बैलेंस फिगर में सारे एक्सपेंस आ गए 546 के। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन, इसको लिख के कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 13 डन। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मैन ऑफ द आवर, क्वेश्चन ऑफ द मोमेंट, स्टीलर ऑफ द हार्ट्स। आई मीन यही वो तुम्हारा
फाइनल वाला क्वेश्चन है जिसको लेकर तुमने बहुत हल्ला किया है, इतने बार बोला मैंने नहीं है फाइनल का, अभी बात करते हैं, बना जाओ। ठीक है, जैन 26 8 मार्क्स का है। ठीक है, मैनेजेबल क्वेश्चन है। द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ एस टी लिमिटेड ऑन 5/31 करंट ईयर इज एज फॉलोज। ठीक है, आपको शेयर कैपिटल दे दी, रिजर्व्स दे दिया, लॉन्ग टर्म लोन दे दी, शॉर्ट टर्म लोन, पेबल, प्रोविजन, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरी, रिसीवेबल, कैश इन बैंक। आगे क्या बोला आपको? अच्छा एक सेकंड रुको यार, ये चीज़ें मैं बता देता हूँ ना। ठीक है, आपको बोला है सेल्स फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹900 lakhs। फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग March 31 नेक्स्ट ईयर, सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। तो सेल्स अपनी बढ़ के 20% बढ़ जाएगी, तो 900 है तो बढ़ के 1080 हो जाएगी। नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 5% ऑफ सेल्स। तो जो सेल्स होगी उसका 5% आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज एंटिसिपेटेड टू बी 50%। 50% आप उसमें से डिविडेंड पे कर दोगे। आपको बोला है कि असेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंड करंट लायबिलिटीज वेरी डायरेक्टली विद सेल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर ये लोग ऐसे ये EFR वर्ड नहीं लिखता ना और एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट का नाम हल्का सा चेंज कर देता, एस्टिमेट द फंड्स रिक्वायर्ड, आउटसाइड फंड्स रिक्वायर्ड, अगर यही कर देता ऐसे ही, तो भी इसको इतने ऐसे को इतना सुनना नहीं पड़ता। इन लोगों ने सिर्फ ये जो वर्ड उठा दिया बस फाइनल का, उस चक्कर में इन लोगों को इतना सुनाया गया है। तो ICA का गलती भी है, इन्हों को भी ढंग के करेक्ट लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए था, वर्ड कुछ और कर सकते थे। लेकिन लॉजिकली इंटर के लेवल पे सॉल्व हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। इनफैक्ट आप मैंने बोला भी ना, अगर आप ग्रेस मार्क्स वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन दे भी दिया था, सजेस्टेड आया भी ना था तब तक तो। ठीक है, एग्जाम के जस्ट बाद ही दे दिया था वो तो हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हें भी आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। मैनेजेबल क्वेश्चन है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कैसे निकालेंगे कि एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जितने भी फंड्स हमें रिक्वायर्ड होंगे उसमें से कितने मुझे लेने के लिए बिजनेस के बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, कितने मुझे लेने के लिए बिजनेस के बाहर जाना पड़ेगा। देखो कुछ फंड्स होते हैं जो इंटरनली जनरेट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल अक्रूवल्स, जो इंटरनली बिजनेस खुद ही जनरेट कर लेता है। वो कौन से होते हैं फंड्स? सबसे पहला रिटेन अर्निंग्स होते हैं। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स जो आप कमाते हो, रिटेन अर्निंग जो बिजनेस में आपने बचा है वो आपने खुद ही इंटरनली कमाया, वो लेने के लिए आपको बाहर तो जाना नहीं पड़ा। दूसरा, जो आपके करंट लायबिलिटीज होते हैं, जैसे आपका पेबल हो गया, प्रोविजन हो गया, यहाँ से जो आप पैसा अरेंज करते हो, पेबल से जो आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है, क्रेडिटर से जो आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है, प्रोविजंस में जो आप उधारी रखवा के आते हो, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से आपको आपका फाइनेंसिंग कर दे रही हैं। जो करंट लायबिलिटीज भी एक तरीके से फाइनेंसिंग ही है, राइट। आपका फंड्स अरेंज हुआ करंट लायबिलिटीज एक तरीके का। ठीक है, तो वो भी इंटरनल है क्योंकि बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही वो जनरेट हो गया, बिजनेस के साथ हाथों हाथ हो गया। आपने आपने उधारी दी डेटर्स को, वो अपने बिजनेस के पार्ट एंड पार्सल में दी, आप उधारी लेके आए, वो भी बिजनेस के पार्ट एंड पार्सल में लेके आए, तो वो इंटरनली ही है। ठीक है, वो आप बाहर किसी से उधारी लेने के लिए नहीं गए थे। ठीक है, तो ये आपके इंटरनल सोर्सेज हैं कि जो आपका रिजर्व से आपने किया इंटरनल सोर्स है। करंट लायबिलिटीज से जो आपने फाइनेंसिंग करी, आपने उधारी क्रेडिटर्स से करी, प्रोविजन से करी, ये आपका इंटरनल फाइनेंसिंग है। अब आपको बैंक के पास लेने जाना पड़ रहा है पैसा, आपको इक्विटी वालों के पास पैसा लेना जाना पड़ रहा है, वो एक्सटर्नल है। ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन निकालेंगे कंपनी को टोटल कितने फंड्स की जरूरत है। ठीक है, देन अपन उसमें से माइनस करेंगे कि इंटरनली मैं कितने जनरेट कर सकता हूँ, देन बच्चे हुए मुझे बाहर लेने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे कितने टोटल फंड्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे यहाँ पे बोला है कि मेरी टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंड करंट लायबिलिटीज वेरी डायरेक्टली विद सेल्स। मेरी सेल्स 20% बढ़ने वाली है। ठीक है, मेरी सेल्स अगर 20% बढ़ने वाली है और बोला है कि मैं जो टोटल एसेट्स हैं इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक वेरी डायरेक्टली विद सेल्स, दैट मीन्स ये सारे एसेट्स जो मेरे हैं 1308 के, ये भी 20% बढ़ जाएंगे। करेक्ट बात है, 20% बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? अगर ये 20% बढ़ेंगे तो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा 20% एक्स्ट्रा, 1308 का 20% आएगा, उतना आपको फंड्स कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ेगा। असेट्स के अंदर पैसा फंसाने के लिए पैसा लेके भी तो आना पड़ेगा आपको। तो ऐसे अपनी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, अपना नेक्स्ट ईयर का सेल कितना होने वाला है। 900 lakhs इंटू 120% इज 1080 lakhs का आपका सेल हो जाएगा। इस पर आप 5% का प्रॉफिट कमाने वाले हो, तो आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट 54 lakhs का। इसमें से आप डिविडेंड पे आउट कर दोगे 50% का, एंड बाकी 50% आपका चल जाएगा रिटेन अर्निंग्स के अंदर। ठीक है, बाकी 50% का आपका चल जाएगा रिटेन अर्निंग्स के अंदर। डिविडेंड पे कर दिया आपने इसका 50%, बाकी 50% आपका रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपने अभी अभी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया है, आपके पास स्पेयर पड़ा हुआ 27 लाख रुपया। इसको आप इंटरनली यूज कर सकते हो जिस भी पर्पस के लिए आपको करना है। ठीक है, अब सेकंड एक बात करना, आपके टोटल एसेट्स के अंदर कितना इंक्रीज हो रहा है। 1308 के एसेट्स हैं, उसमें भी 20% का इजाफा होगा, क्योंकि क्या बोला है कि जितनी आपकी सेल्स बढ़ेगी उतनी ही आपकी एसेट्स भी बढ़ेगी, तो इसमें 20% का इजाफा होगा।
यानी कितना इजाफा हो जाएगा इनके अंदर, 261.6 का इजाफा हो जाएगा आपके टोटल एसेट्स के अंदर। अब अगर आपके टोटल एसेट्स 261.6 इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको ये पैसा कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ेगा। अगर आपका फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, आपकी इन्वेंटरीज इंक्रीज हो रही हैं, तो इनमें आपको कहीं ना कहीं से तो पैसा लेके आना पड़ेगा ना। वो पैसा आप कहाँ से लेके आओगे? सबसे पहले तो यहाँ तो इंटरनली लेके आ सकते हो, इंटरनली नहीं हो पाएगा तो आपको एक्सटर्नल जाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो मैंने यहीं पे बात कर ली कि मेरे पास 27 लाख के तो रिजर्व्स मैं अभी एक्स्ट्रा कमाऊंगा अगले साल, तो 27 लाख तो वहीं से फाइनेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 261.6 की मुझे ग्रॉस फंड्स रिक्वायर्ड है कि इतना मुझे चाहिए टोटल। इसमें सबसे पहले मैं इंटरनल जनरेटेड फंड्स माइनस करूंगा। इंटरनल जनरेटेड फंड्स में कौन कौन से फंड्स आएंगे? एक तो आपका इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग आएगा, जो आप इंक्रीज करोगे रिटेन अर्निंग के अंदर, तो 27 लाख की आपकी रिटेन अर्निंग अगले साल इंक्रीज हो जाएगी। तो 27 लाख खाली पड़े हुए, इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो 27 लाख का आपका इंटरनल जनरेटेड फंड हो गया। दूसरा इंटरनल जनरेटेड फंड क्या होगा? आपको यहाँ पे बोला है कि आपके असेट्स के साथ साथ में लाइबिलिटीज जो है, करंट लाइबिलिटीज, जिसमें बोला है पेबल्स एंड प्रोविजंस, वो भी डायरेक्टली वेरी करते हैं सेल्स के साथ में। यानी जो पेबल है एंड जो प्रोविजन है, ये दोनों का टोटल मिला के इनके अंदर भी 20% का इजाफा हो जाएगा आपके, अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो। दैट मीन्स 144 प्लस 96 कितना होता है? 240। इनका टोटल है 240। ठीक है, इसके अंदर भी 20% का इजाफा होगा। कितना होता है इसका 20%? 48। यानी ये पेबल्स और प्रोविजंस से आप एक्स्ट्रा 48 की फाइनेंसिंग लेके आ सकते हो। आपको उधारी दे दी एक तरीके से आपके क्रेडिटर ने, प्रोविजन से आपको आप उधारी रखवा के आ गए, तो आपकी 48 की फाइनेंसिंग तो यहीं से हो गई। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ पे फाइनेंसिंग बढ़ रही है, उसमें से 40 आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ बढ़ रही है, उसमें से 48 का अरेंजमेंट तो इन्होंने ही कर दिया कि 48 की उधारी तो चलो हम ही आपको दे देंगे, अब बाकी की संभालने पर ध्यान दो। तो 48 की इन्होंने कर दी। ठीक है, तो ये भी अपने इंटरनल जनरेटेड फंड हो गया। तो 27 का अपना रिटेन अर्निंग था, 48 का अपना इनसे आया फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी से। तो टोटल अपना इंटरनल जनरेटेड कितना हो गया? 75। ये आपका इंटरनल जनरेटेड है। ठीक है, अब बाकी का जो बचेगा वो आपको एक्सटर्नल लेने जाना पड़ेगा। जो कितना बचेगा? 186.6। क्या था इसके अंदर? इसको तुम फाइनल का बोलोगे? ये फाइनल का है। फाइनल में अगर आपको लगता है आपके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम फाइनल से कम उम्मीद रख के बैठे हो, अपनी एक्सपेक्टेशन कम है तुम्हारी फाइनल से। ठीक है, आओ तो सही, तुम मिलो मेरे से फाइनल में, एएफएम में मिलना मुझसे तुम। ठीक है, अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे, अपन पोर्टफोलियो में जाएंगे, ये चिंदी चीज़ें थोड़ी पढ़ेंगे अपन वहाँ पे। ठीक है, 186.6 ये आपका एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड हो गया। सिंपल था, टोटल इतना चाहिए मुझे, उसमें से माइनस कर दिया, इंटरनली मुझे कितना जनरेट करना है। ठीक है, अच्छा आप गलती से भी ये मत बोल देना कि सर रिजर्व्स जो 168 का ये पूरा पूरा इन्वेस्ट करना है मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये 168 का जो पूरा पूरा रिजर्व्स आपके पास बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, ये अभी कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है, खाली पीली नहीं पड़ा हुआ ये पैसा आपके पास, ये भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है। इसका इसका ये तो यहाँ तो ये फिक्स एसेट्स में पड़ा होगा, या तो इन्वेंट्री में फंसा हुआ होगा, या तो खाली कैश में पड़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो इसका इंतजाम ऑलरेडी हो रखा होगा ना, तभी तो ये बैलेंस शीट में आ रहा है। ये यहां पे है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एसेट भी तो बैठा ही होगा ना। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंतजाम इसका हो रखा है, ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। आप जो नया कमाओगे ना, सिर्फ वो आपको इन्वेस्ट करने मिलेगा अगले साल के लिए। क्लियर है ये चीज? चलो, अब फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया, डन, सिंपल है, क्लियर था यहां तक। सेकंड बात कर रहा है डिटरमाइन द सोर्सेज एंड कंपोजिशन ऑफ फंड्स टू मीट द। अब हाँ, ये जरूर मानता हूं मैं, सेकंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता था बच्चे को, फर्स्ट वाला तो नहीं था। देख, फर्स्ट वाला मैनेज कर सकते थे, सेकंड वाला हल्का सा ट्रिकी हो जाता। आई अग्री टू दिस। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि अगर ग्रेस मार्क देने तो शायद सेकंड वाले के थोड़े से दे दे, लेकिन ऐसे ने नहीं दिए, क्योंकि ऑडिट में मार्क्स बहुत ज़्यादा आए थे इस बार, है ना, देखा ही है। तो इन लोगों को फेल करने के लिए बच्चों को एफएमएसएम ही मिला बेचारों को। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट सेकंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी ज़्यादा था कंपेरेटिवली आई फील। ठीक है, बट ठीक है, मैनेज कर लेंगे, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, लॉजिकल एकदम। आपको बोलना है कि सोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ फंड्स कहां से आएगा टू मीट द रिक्वायरमेंट गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। जो अपन को 186.6 अपने को एक्सटर्नल रेस करने जाना है, वो कहां से रेस करके आऊंगा मैं। देखो, आपके पास जो सोर्सेज हैं, एक तो आप शेयर कैपिटल रेस कर सकते हो, दूसरा आप लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, तीसरा आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो। ये आपके 3 सोर्सेज हैं। रिजर्व्स अपने इंटरनल है, ये अपने एक्सटर्नल है। ठीक है, अच्छा शॉर्ट टर्म लोन को अपन ने अभी तक करंट लायबिलिटीज के अंदर जोड़ा नहीं, करंट लायबिलिटीज के अंदर उन्होंने पेबल एंड प्रोविजन बोला था। ठीक है, वही अपना करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल है। ये शॉर्ट टर्म लोन जो है ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल में नहीं आएगा। ठीक है, आपको बोला है गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर्स, बोला है करंट रेशियो मस्ट बी मेंटेन एट 1.40।
तो करंट रेशियो मस्ट बी मेंटेन एट 1.40. देन बोला रेशियो ऑफ फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.50. देन रिमेनिंग फंड इज टू बी रेज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. एंड आगे आपको बोला है कि जो भी एडिशनल फंड्स आएगा ना वो इस ऑर्डर में रेज होगा. सबसे पहले अपन शॉर्ट टर्म बोरिंग से रेज करेंगे, देन अपन लॉन्ग टर्म लोन से रेज करेंगे, देन अपन इक्विटी से रेज करेंगे. ये अपना 3 सोर्स होने वाला है. ठीक है. अब शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो एक तरीके से करंट लायबिलिटी के अंदर आता है अपने. ठीक है. जिसके रिगार्डिंग अपनी कंडीशन क्या हो जाएगी कि अपन करंट लायबिलिटी से सिर्फ उतना ही रेस कर सकते हैं जिससे अपनी पहली वाली कंडीशन करंट रेशियो 1.4 के ऊपर मेंटेन हो जाए. यानी मैं जितना भी मैक्सिमम रेस करूं शॉर्ट टर्म बोरिंग से सिर्फ उतना ही कर सकता हूं जिससे करंट रेशियो 1.4 पे मेंटेन हो जाए. तो मुझे चेक करना होगा कि 1.4 मेंटेन करने के लिए मैं कितना मैक्सिमम शॉर्ट टर्म बोरिंग रेस कर सकता हूं. कैसे करेंगे? देखो करंट एसेट्स तो मुझे पता ही है कि मेरे कितने इंक्रीज होने वाला है. ये 3 मेरे करंट एसेट्स हैं. 360 बाय 2 प्लस 270 प्लस 78. ये 3 मेरे करंट एसेट्स हैं जो अगले साल 20% और बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो मेरे रिवाइज करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे? 360 प्लस 270 प्लस 78. इसका इंटू 120% मेरे करंट एसेट्स हो जाएंगे. तो मेरे करंट एसेट्स टोटल हो जाएंगे 849.6 लाख के. एंड मुझे बोला है कि मैं करंट रेशियो 1.4 का मुझे मेंटेन करना है. दैट मीन्स मेरी करंट लायबिलिटीज मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 849.6 डिवाइड बाय 1.4. बिकॉज लॉजिकल है ना, करंट रेशियो कैसे निकलता है? सी अपॉन सी एल इज इक्वल टू 1.4 है. ठीक है. तो करंट लायबिलिटीज मेरी कितनी हो सकती है मैक्सिमम? सी ए डिवाइड बाय 1.4. तो वही सी अपनी ये आ गई, इसको डिवाइड बाय 1.4 करेंगे तो मेरी करंट लायबिलिटीज मैक्सिमम आ जाएगी. कितनी आ सकती है? 606.86. ठीक है. अब माइनस करते हैं इसमें से कि मेरी ऑलरेडी कितनी करंट लायबिलिटीज हो रखी है. ठीक है. कितनी हो रखी है ऑलरेडी? देखो सबसे पहले तो आपकी जो इंटरनली जनरेटेड लायबिलिटीज है करंट लायबिलिटीज वो कौन कौन सी हैं? पेबल्स एंड प्रोविजंस. ये आपकी इंटरनल जनरेटेड लायबिलिटीज हैं. इनका रिवाइज अमाउंट कितना हो जाएगा वो माइनस कर दो क्योंकि ये भी करंट लायबिलिटीज के अंदर जुड़ेगी. 144 प्लस 96 ये एग्जिस्टिंग है. इसमें 20% का वैसे भी इजाफा हो जाएगा तो 144 प्लस 96 इंटू 120%. ठीक है. 144 प्लस 96 इंटू 120%. ये आपकी इंटरनल जनरेटेड हो जाएगी 288 की. ठीक है. ठीक है. देन आपके पास बचेगा कि आप अभी शॉर्ट टर्म लोन्स कितना रख सकते हो. तो शॉर्ट टर्म लोन आपके पास अलाउड हो जाएगा. ये 606 की टोटल लायबिलिटीज अलाउड है करंट लायबिलिटीज. उसमें से अपन ने इंटरनल जनरेटेड वाली माइनस कर दी तो अपने पास बचेगी 318.86. यानी अपन शॉर्ट टर्म जो मेरे पास लोन अलाउड है, शॉर्ट टर्म जो मैं लोन ले सकता हूं, तीसरा सोर्स और बच रहा है मेरा करंट लायबिलिटीज के अंदर. वो कौन सा है? शॉर्ट टर्म लोन. ये भी करंट लायबिलिटीज का हिस्सा है. ये दोनों तो अपन ने माइनस कर दी. बाकी बचा हुआ मेरा अमाउंट किसकी तरफ चल जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन की तरफ चल जाएगा. यानी जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है उतना मैं मैक्सिमम शॉर्ट टर्म लोन रख सकता हूं. कितना बचा हुआ अमाउंट आया? 318.86 का. इतना मैं शॉर्ट टर्म लोन रख सकता हूं. ठीक है. जिसमें से एग्जिस्टिंग मेरे पास जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उतना तो मैं ले नहीं पाऊंगा, उतना तो मैं और रेस कर नहीं सकता. उतना मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है. एग्जिस्टिंग शॉर्ट टर्म लोन कितना है? 220 लाख का ऑलरेडी पड़ा हुआ है. तो 220 लाख का तो वैसे ही मेरे पास है. इतना मैक्सिमम अलाउड है. 220 का ऑलरेडी है. तो मैं और एक्स्ट्रा कितना ले पाऊंगा? मैं एक्स्ट्रा ले पाऊंगा सिर्फ 98.86 का मेरे शॉर्ट टर्म लोन से. लॉजिकल? एकदम लॉजिकल. समझना समझना. इतनी मेरी करंट लायबिलिटीज हो सकती है. इस करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले माइनस करेंगे मैं जो इंटरनल जनरेटेड है होने वाली रिवाइज्ड वाली वो 288 की वैसे ही हो जाएगी. तो मेरे पास और करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लोन से मैं कितनी लेके आ पाऊंगा? 318.86. ये मैक्सिमम मेरे पास अलाउड है. मैक्सिमम अलाउड है कितनी रखना? इतनी मेरे पास एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकती है. जिसमें से 220 तो मेरे पास ऑलरेडी है. तो बची में और रेस कर सकता हूँ 98.86. इतना मुझे परमिशन है. देन सेकंड सोर्स बोला है लॉन्ग टर्म लोन से. सेकंड आप जा पाओगे लॉन्ग टर्म लोन पे. लॉन्ग टर्म लोन के लिए कंडीशन क्या दी है? रेशियो ऑफ फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.50. ठीक है. दैट मीन्स एफ ए टू लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू 1.50. तो आपका लॉन्ग टर्म लोन कितना हो सकता है? एफ ए डिवाइड बाय 1.50 का. इतना आपका मैक्सिमम लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है. एफ ए जितना भी होने वाला है उसको 1.5 से डिवाइड कर दो उतना आपका लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा. टोटल लॉन्ग टर्म लोन इतना हो सकता है. तो अपना रिवाइज्ड एफ ए कितना होगा? अभी 600 का है. उसको इंटू 120% कर देंगे क्योंकि वो बढ़ने वाला है. तो 720 का हो जाएगा. 720 को अपन डिवाइड कर देंगे किससे? 1.5 से. तो कितना हो जाएगा? 480 लाख. यानी इतना लॉन्ग टर्म लोन में अलाउड है मुझे, इतना मैं रख सकता हूँ. ऑलरेडी कितना है मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन? ऑलरेडी मेरे पास है 420 का. 420 का. ठीक है. बाकी जो बचेगा उतना मैं एक्स्ट्रा लेके आ सकता हूँ. कितना लेके आ सकता हूँ? 60 का. क्लियर? तो 60 का मैं बोरो करके आ सकता हूँ लोन से. अब जितना भी बच गया वो मैं इक्विटी से लेके आऊंगा. ठीक है. तीसरा जो भी बचेगा वो मैं इक्विटी से लेके आऊंगा. रिमेनिंग फंड इज टू बी रेज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. कितना बच गया? टोटल रिक्वायरमेंट 186.6 की थी. उसमें से माइनस कर दूंगा मैं कि 98.86 में यहाँ से लेके आना शॉर्ट टर्म लोन से, 60 में लेके आना लॉन्ग टर्म लोन से. बच्चा वो मुझे लेके आना पड़ेगा कहाँ से? इक्विटी से. ठीक है. तो 186.6 माइनस 98.86 माइनस 60 कितना बचा? 27.74 लाख आपको लेके आना पड़ेगा इक्विटी से. खत्म. मजा आया? पैसा वसूल हुआ.
कितना पैसा वसूला बताना, 10 टाइम्स, 15 टाइम, 20 टाइम, कमेंट में डाल के जाना। 100 टाइम बताना, ठीक है। क्या उतना डिफिकल्ट था जितना आप इसको मान रहे थे, वो भी मुझे बताना कमेंट के अंदर। और लॉजिकल कितना था मुझे वही बताना, ठीक है। सर एक काम करो, मार्क्स भी आप ही बता दो हमको कुछ बताने बोलो, लिखो तो सही तुम कमेंट में इस क्वेश्चन के बारे में जो मन में आया लिखो। मैं जानना चाहता हूँ कि पहले देख तुम इसके बारे में क्या सोच रहे थे, अब देखने के बाद में तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में, वो मुझे जानना है, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी ऐसे स्टडी मैट का है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या खासियत है, ये एकदम विचित्र क्वेश्चन है, एकदम विचित्र क्वेश्चन है। रुद्र लिमिटेड का कंपनी है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप अगर इसका इन्फॉर्मेशन देखोगे तो इसके अंदर अपने पास सिर्फ एक ही अमाउंट है, बाकी सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो रेशोज हैं। अमाउंट रेशोज है, ये सब रेशोज हैं। अमाउंट सिर्फ ये 1-5 लाख का है, एंड ये अमाउंट किसी भी वैल्यू के अंदर नहीं, किसी भी रेशो के अंदर यूज नहीं होने वाला, कहीं पे भी यूज नहीं वाला, चेक करके देख लो, कहीं पे भी यूज नहीं होने वाला। नीचे आपको दे रखा है इंटरेस्ट फॉर एंटायर ईयर इज येट टू बी पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट 10%। ये भी अभी इंटरेस्ट पेड होना बाकी है। क्या करें अभी अपन इसका, कोई भी यहाँ पे काम नहीं आने वाली क्वेश्चन हैंड की वैल्यू, तो मैं कहीं पे भी इसको पुट नहीं कर सकता हूँ। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ भी करो, जब भी अपन मुश्किल में फंसेंगे, अपने को याद करनी अपनी हिडन इक्वेशन जो हमेशा काम आती है। कौन सी, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज करने की पोजीशन में मैं अगर आ जाऊं तो मैं वहां से कुछ ना कुछ सॉल्व करके लेके आ सकता हूं, लेकिन अपने को पता ही है एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकल सकता है। टोटल एसेट इक्वल टोटल लायबिलिटी के अंदर पूरी अगर इक्वेशन किसी एक वेरिएबल के अंदर होगी तो वो सॉल्व होके आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मल्टीपल वेरिएबल्स अलाउड नहीं होंगे। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट लायबिलिटीज आ रहे हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म्स में अगर आ सके, एक अननोन आइटम के टर्म्स में अगर आ सके, तो मैं उन दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन सॉल्व कर पाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात तुम? भाई मुझे एक बात बताओ, टोटल असेट्स इक्वल्स टोटल लाइबिलिटीज, यहाँ पे मल्टीपल आइटम आएंगे, सी आएगा, एफ ए आएगा, यहाँ पे आपका डेट आएगा, इक्विटी आएगा, करंट लाइबिलिटीज आएंगे। इन मल्टीपल आइटम्स को अपन सॉल्व नहीं कर सकते। ये सारे के सारे अगर एक्स की टर्म्स में आ जाए कि ये एक्स प्लस 2x हो जाए, प्लस ये 3x हो जाए, और ये x/3 हो जाए, ऐसा करके कुछ हो जाए अगर, तो अपन सॉल्व कर पाएंगे, वरना कोई सॉल्व नहीं हो सकती इक्वेशन। तो क्या अपन सारी सारी टर्म्स को एक इक्वेशन के टर्म्स में, एक आइटम के टर्म्स में लेके आ सकते हैं कि अपने को बस वो चेक करना है। देखते हैं, देखो डेट इक्विटी दोनों एक दूसरे के साथ ही लिंक्ड है, करंट रेशियो 3:1 है, फिक्स एसेट टर्नओवर जो है वो सेल्स के ऊपर लिंक्ड है, तो फिक्स एसेट टर्नओवर सेल्स के ऊपर लिंक्ड है, स्टॉक टर्नओवर सेल्स के ऊपर लिंक्ड है, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर सेल्स के ऊपर लिंक है, दैट मीन्स फिक्स एसेट का सेल्स के साथ में लिंकेज है, स्टॉक का सेल्स के साथ में लिंकेज है, स्टॉक का डेटर के साथ में लिंकेज है, एंड स्टॉक का सेल्स के साथ में भी लिंकेज था, दैट मीन्स डेटर का भी सेल्स के साथ में लिंकेज हो जाएगा। देन आपको सेल्स टू नेटवर्थ दे रखा है, दैट मीन्स नेटवर्थ और सेल्स का भी लिंकेज है, ठीक है। देन आपको दे रखा है सीओजीएस टू क्रेडिटर, और सीओजीएस खुद सेल से लिंक होता है, दैट मीन्स क्रेडिटर भी सेल से लिंक्ड है। तो अपन ये देख सकते हैं कि मोटा मोटा मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं क्लियरली, उनका सेल्स के साथ में लिंकेज है। तो अपन सेल्स को एक्स पकड़ लेते हैं यहाँ पे, इन हर एक आइटम जो अपना बैलेंस शीट का है उसको एक्स के टर्म्स में, सेल्स के टर्म्स में लेके आते हैं, ठीक है। देन अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन ऐसी कुछ ड्राफ्ट बैलेंस शीट बनाएंगे, सो अपन हर एक आइटम को बैलेंस शीट के अंदर एक्स के टर्म्स में लेके आएंगे, जिसको अपन सेल्स को सबसे पहले एक्स पकड़ लेते हैं। एफ ए टर्नओवर बोला मुझे 4 का, दैट मीन्स टर्नओवर सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 4, सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 4, सेल्स को मैंने एक्स माना है, एफ ए कितना हो जाएगा, x/4, ठीक है। इसी तरीके से एफ ए को अपन यहाँ पे लिख दिया x/4, ठीक है। चलो देन उसके बाद स्टॉक टर्नओवर बेस्ड ऑन सेल्स है, तो इसका भी अपन वही हो जाएगा, स्टॉक ये 6 की वैल्यू है, तो स्टॉक हो जाएगा x/6, स्टॉक हो जाएगा x/6। करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक को लिख दो x/6। देन आपको बोला है कि यहाँ पे आपका स्टॉक टू डेटर 1:1 है, दैट मीन जितना स्टॉक उतना डेटर, तो डेटर भी स्टॉक के जितना हो जाएगा, ठीक है। डेटर भी स्टॉक के जितना हो जाएगा, तो स्टॉक अगर डेटर की इक्वल है, स्टॉक x/6 था तो डेटर भी x/6 हो जाएगा, तो डेटर की जगह भी आप x/6 लिख देना। कैश का वैल्यू दे रखा है 5 लाख का, ऊपर ने यहाँ पे लिख दिया, दैट मीन्स ये 3 करंट एसेट्स अपने पास है। कोई और अगर दे रखा हो तो ले लेंगे, वरना ये 3 ही अपने बनते हैं जनरली, ठीक है। इन तीनों का टोटल कितना होगा, x/6 प्लस x/6 प्लस 5 लाख, x/6 प्लस x/6 कितना होता है, x/3, x/3 प्लस 5 लाख, तो टोटल करंट एसेट्स हो गए x/3 प्लस 5 लाख, ठीक है। एक सेकंड नीचे बन देखते हैं, ठीक है। ये x/3 प्लस 5 लाख हो गया, x/6 प्लस x/6 हो जाएगा 2x/6, तो 2x/6 हो जाएगा x/3। ये बेसिक मैथमेटिक्स ना, देखो x/6 प्लस x/6 कितना होता है, 2x/6, सो 2 से 6 कटेगा तो ये x/3 बचेगा,
बाकी 5 लाख तो एज इट इज आने ही वाला है। ठीक है, ये क्लियर है चीज़, ये क्वेश्चन भी यूज में आ गई। देन आपको बोला है सेल्स टू नेटवर्थ इज 4। ठीक है, इसको अपन यूज करते हैं। सेल्स टू नेटवर्थ इज इक्वल टू 4, तो नेटवर्थ हो जाएगी सेल्स बाय 4 विच इज एक्स बाय 4। नेटवर्थ यानी इक्विटी, इक्विटी के अंदर अपन लिख दिया एक्स बाय 4। ठीक है, ये यूज हो गया। अब आपको डेट इक्विटी दे रखा है 1:1, तो जितना डेट उतना इक्विटी, जितना इक्विटी उतना डेट। इक्विटी एक्स बाय 4 था, तो डेट भी एक्स बाय 4 हो जाएगा। क्लियर, ये भी यूज में आ गया। देन अपन लेते हैं करंट रेशियो। कैसे? 3:1 दे रखा है, यानी 3 का करंट एसेट्स है और 1 का करंट लायबिलिटीज है। तो अपना यहाँ पे ये निकल के आया ना करंट एसेट्स का वैल्यू, इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो अपने पास करंट लायबिलिटीज भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं नीचे आप, करंट रेशियो इक्वल टू सी अपन सी एल इक्वल टू 3। तो सी एल कैसे निकलेगा? सी ए बाय 3। सी अपन ऑलरेडी निकाल के आ चुका, टोटल करंट एसेट्स कितना है? एक्स बाय 3 प्लस 5 लाख, उसको डिवाइड बाय 3 और कर देंगे तो 3 पूरे ऊपर वाले नंबर से डिवाइड में आ जाएगा। एक्स बाय 3 था, उसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा एक्स बाय 9। 5 लाख को भी डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो बन जाएगा 5 लाख बाय 3। ये करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हो जाएगी, उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बाय नाउ ऑल द आइटम्स इक्विटी, डेट, करंट लायबिलिटीज, एफ एंड करंट एसेट्स अपने आ चुके हैं एक्स के टर्म्स में। ठीक है, और कोई नहीं बचा, करंट रेशियो भी अपन ने यूज कर लिया। और सीओजीएस टू क्रेडिटर, ये क्रेडिटर जो अपना है वो अपना करंट लायबिलिटीज के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको अपन को अभी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। कैपिटल टू रिजर्व जो है ये भी अपना करंट लायबिलिटीज, ये अपना इक्विटी के अंदर ऑलरेडी दोनों आ चुके हैं, अपने को वापस से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने जितने भी मेन मेन आइटम्स थे, हेडिंग हेडिंग थी बैलेंस शीट की, वो सारी अपने पास आ चुकी हैं। इनका टोटल यहाँ पे करोगे तो टोटल लायबिलिटीज हो जाएगी, इनका टोटल यहाँ पे करोगे तो टोटल एसेट्स हो जाएंगी। इनकी वैल्यू निकालो, इनके इन दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 9 प्लस 5 लाख बाय 3। ठीक है, टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लायबिलिटीज, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 3 प्लस 5 लाख, ये टोटल एसेट्स हो गई। अब लायबिलिटीज की साइड पे आएगा एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 9 प्लस 5 लाख बाय 3। ठीक है, अब इनको अपने को सॉल्व करना है। एक्स बाय 4 दोनों साइड आ रहा है, एक्स बाय 4 दोनों साइड आ रहा है, कट हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ क्या बचेगा? एक्स बाय 3 प्लस 5 लाख, यहाँ बचेगा एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 9 प्लस 5 लाख बाय 3। नंबर नंबर एक साथ, एक्स एक्स एक साथ, सारे एक्सेस को एक तरफ कर दो, नंबर नंबर एक तरफ कर दो। ठीक है, तो ये 5 लाख था, माइनस 5 लाख बाय 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 9, देन एक्स बाय 3 है, यहाँ पे आके माइनस में एक्स बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ का एलसीएम क्या आएगा? 4 9 और 3, 4 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 36। 9 इंटू 4 36। ठीक है, एंड वो 36 3 का भी, एंड वो 36 3 का भी मल्टीपल होता ही है। ठीक है, तो 36 अपना एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। अब 4 इंटू 9 36 होता है, तो इसके न्यूमरेटर को ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 4 36 होता है, तो इसके न्यूमरेटर को अपन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4x हो जाएगा। 3 इंटू 12 36 होता है, x इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे 12x आएगा। ठीक है, ये अपना हो गया। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इनको डेसिमल में कर सकते हो, 1/9 प्लस, सॉरी इसको कर सकते हो 1/4। ये क्या हो जाएगा? 1/4, ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 1/3। तो ये 1/4 प्लस 1/9 माइनस 1/3 को आप कैलसीएम में सॉल्व कर लेना, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान देना क्योंकि एलसीएम में एक्यूरेट आंसर आएगा। तो अगर आप 1/4 और 1/9 1/3 को अगर आप सॉल्व करोगे कैलसी के अंदर, तो आप पूरा पूरा नंबर लिख के रखना कैलसी के अंदर, उसको राउंड ऑफ मत कर देना, वरना आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। अदरवाइज इससे एलसीएम से एक्यूरेट आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है, वैसा भी कर सकते हो। और यहाँ पे अपना 5 लाख माइनस 5 लाख बाय 3 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 36 आया, 36 को अपन मल्टीप्लाई में ले जाएंगे इन दोनों से, तो 36 दोनों से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 36 इस 5 लाख से भी मल्टीप्लाई में आएगा, 36 इस नंबर से भी मल्टीप्लाई में आएगा। तो 5 लाख इंटू 36 माइनस 5 लाख बाय 3 इंटू 36, यह बचेगा यहाँ पे 9x प्लस 4x माइनस 12x। न्यूमरेटर न्यूमरेटर बचेगा सिर्फ, ये 13x माइनस 12x इज इक्वल टू x। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे इनको, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा आपका क्या? 1,20,00,000। ये 5 लाख इंटू 36 है। ठीक है, ये 3 36 से कटेगा तो 12 बचेगा, तो 5 लाख इंटू 36 माइनस 5 लाख इंटू 12, तो क्या बचेगा? 5 लाख इंटू 24 बचेगा। एक तरीके से सॉल्व करोगे तो 1,20,00,000 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 120 आ गई, यानी सेल्स की वैल्यू अपनी कितनी है? 1,20,00,000 की। अब सेल्स की वैल्यू निकल के आ गई तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपकी सारी वैल्यूज निकल के आ जाएगी, जिनको भी आपने एक्स में बोला था वो सब की वैल्यूज निकल के आ जाएगी, एक एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक एक की वैल्यू खोजना स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, एफ ए सबसे पहले सेल्स बाय 4 निकल के आ गया, स्टॉक
डेटर, इक्विटी, डेट जो इक्विटी की इक्वल था, करंट लायबिलिटीज x/9 प्लस 5 लाख/3 था, 15 लाख आ गया, क्रेडिटर्स, ठीक है, यहाँ तक के अपने सारे आइटम्स निकाल दिए, ठीक है, इनको अपन बैलेंस शीट में डालते जाएंगे एक एक करके, ठीक है, एफ ए निकाल दिया, करंट एसेट्स में स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, कैश आ गया, ई वैल्यू आ गई, ठीक है, देन आपने यहाँ पे करंट लायबिलिटीज का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, बाकी के जो अमाउंट्स है उनको भी अपन निकालते जाते हैं, ठीक है, इक्विटी जो अपने निकाला था 30 लाख का, वही डेट की इक्वल था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डेट तक अपने निकाल लिया, इक्विटी अपना 30 लाख का था, डेट भी अपना 30 लाख का आ गया, ठीक है, करंट लायबिलिटीज अपने 15 लाख के आ चुके हैं, ठीक है, अब अपने को कुछ और आइटम्स ब्रेकेट में निकालना है, जो और रेशियोज दे रखे हैं उनसे ब्रेकअप में यूज़ करना है अपने को, कौन कौन से आइटम्स अपने अभी और यूज़ करने को अपने पास पॉसिबिलिटी है, इनमें से कौन कौन सा भी यूज़ नहीं हुआ है, कैश एंड यूज़ हो गया, अभी अपने को कैपिटल टू रिजर्व, यानी इक्विटी को स्प्लिट करना है कैपिटल में और रिजर्व में, इसको यूज करके अपन अपनी जो इक्विटी की वैल्यू है 30 लाख की उसको स्प्लिट कर पाएंगे, सीओजीएस टू क्रेडिटर, यहाँ से अपन क्रेडिटर की वैल्यू निकाल पाएंगे, देन इंटरेस्ट फॉर एंटायर ईयर्स येट टू बी पेड, इससे अपना अक्रूड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ये तीन वैल्यूज अभी अपन और निकाल सकते हैं, बाकी अपन ने सारी एक्स एक्स से निकाल दी, सबसे पहले अपन निकालेंगे कैपिटल टू रिजर्व, यानी इक्विटी को स्प्लिट करेंगे कैपिटल टू रिजर्व के अंदर, ठीक है, अपना इक्विटी निकल के आ गया था सेल्स बाय 30 लाख, इसको अपन स्प्लिट करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर, तो 30 लाख का है, इसमें से 1 का कैपिटल है, 2 का रिजर्व है, तो दैट मीन्स ये 30 लाख की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, तो 30 लाख/3 इंटू 1 कैपिटल आ जाएगा, 30 लाख/3 इंटू 2 रिजर्व आ जाएगा, तो ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 20 लाख, ये भी अपनी वैल्यूज निकल के आ गई, तो अपन ने ऊपर पुट कर दी 10 लाख एंड 20 लाख, 10 लाख 20 लाख, ठीक है, और कौन सी वैल्यू निकालनी थी अपने को, और कौन सा रेशियो बचा हुआ यूज़ करना अभी, इनका भी अपन ने स्प्लिट कर दिया, अब अपना बच रहा है 20% ऑफ कॉस्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट, एंड सीओजीएस टू क्रेडिटर बोला है 10:1 का, दैट मीन्स क्रेडिटर अपना निकलेगा सीओजीएस से, पहले अपने को सीओजीएस चाहिए रहेगी, पहला ये क्रेडिटर का बैलेंस निकलेगा, उससे यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है, तो क्रेडिटर का बैलेंस निकालने के लिए अपने को यू यूज़ करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया कैसे हुआ आपको, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ सेल नहीं, 20% ऑफ कॉस्ट, पहले अपने को इसको सेल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके अपने प्रॉपर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बन जाएगा, तो अपने को यूज़ करना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट दिया 20% ऑफ कॉस्ट, ठीक है, नाउ सेल कैसे निकल के आती है, सेल निकल के आती है सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल इक्वल सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बोला है कि वो 20% ऑफ कॉस्ट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे अपन क्या लिख देंगे 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट यानी सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट की जब भी बात होगी तो कॉस्ट का मतलब सीओजीएस होता है, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे अपना 20% ऑफ सीओजीएस आ जाएगा, तो सेल्स इज इक्वल टू 120% ऑफ सीओजीएस, ठीक है, 120% ऑफ सीओजीएस, अब सीओजीएस सेल्स से कितना परसेंट हो जाएगा, सेल्स को 120% से डिवाइड कर दो, सेल्स को 120% से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा सेल्स बाय 120%, ठीक है, 120% को अगर आप सॉल्व करोगे 1/120% करोगे तो आता है 0.8333, लेकिन वो बहुत गंदा नंबर है, तो अपन क्या करेंगे उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ये 120% है ना, इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर अपना आ जाएगा एक तरीके से 100, नीचे अपना आ जाएगा 120, ठीक है, ऊपर अपना आ जाएगा 100, नीचे अपना आ जाएगा 120, ये अपना परसेंटेज हटाने के लिए अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ऊपर 100 नीचे 120, ठीक है, अच्छा अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन हो तो देखो, किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज अपने को हटाना हो तो अपन क्या करते हैं डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो ये 120 है डिवाइड बाय 100 हो गया, ठीक है, अब क्योंकि सेल्स का डिनोमिनेटर 120 है एंड उसके अंदर एक और डिनोमिनेटर है 100 का, तो जो एकदम नीचे नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाता है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा 100 का, तो क्या बन जाएगा ये 100/120, नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये 100/120 कितना हो जाएगा 10/12, ठीक है, 10/12 सेल्स अपन ने लिख दिया सीओजीएस को, अब सीओजीएस टू क्रेडिटर का अपने को रेशियो दे रखा था, कितना दे रखा है, सीओजीएस टू क्रेडिटर अपने को दे रखा है 10:1 का, दैट मीन सीओजीएस 10 है क्रेडिटर 1 है, इधर है भाई, किधर है हीरा, सीओजीएस टू क्रेडिटर ये 10:1 है, ठीक है, तो क्रेडिटर कैसे निकल के आएगा सीओजीएस बाय 10 करके निकल के आएगा, क्रेडिटर बाय सीओजीएस बाय 10 करके निकल के आएगा, सीओजीएस की जगह पे अपन क्या डाल सकते हैं, सीओजीएस की जगह पे अपन क्या डाल सकते हैं 10/12 सेल्स, ठीक है, सीओजीएस की जगह पे अपन डाल देंगे 10/12 सेल्स, एंड नीचे 10 था वो तो एज इट इज कैरी ऑन होगा ही, ठीक है, अब इसका 10 और ऊपर वाले का 10 कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या
सेल्स डिवाइड बाय 12, सेल्स डिवाइड बाय 12, तो क्रेडिटर इज इक्वल टू सेल्स बाय 12। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना पूरा पूरा नंबर कैल्सियम में लेते हुए चलना। ये सेल्स बाय 120% है तो ये 0.833333 सेल्स हो जाएगा। तो कैल्सियम में पूरा नंबर लिखना, पूरा नंबर एम प्लस में रहने देना, ठीक है। देन यहाँ पे वो उसको डिवाइड बाय 10 करने का सीओ को, तो ये जो नंबर आएगा उसको फिर से 10 बाय डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर ये नंबर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, उसको भी आप कैल्सियम में रखे रखना। तो वैसा भी आप कर सकते हो। तो क्रेडिटर हो जाएगा सेल्स बाय 12, ठीक है। तो क्रेडिटर का फाइनल अमाउंट कैसे निकालेंगे अपन, सेल्स का जो अमाउंट निकाले थे अपन, कितना निकाले थे, 1,20,00,000 का, ठीक है। उसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे, आपका 10 लाख का क्रेडिटर हो जाएगा। तो अपना करंट लायबिलिटीज के अंदर जो 15 लाख का अपन ऑलरेडी निकाल के आ गया सेल्स के थ्रू, उसमें क्रेडिटर हो जाएगा 10 लाख का। दूसरा अक्रूड इंटरेस्ट है। अक्रूड इंटरेस्ट बोला है कि जो आपका लॉन्ग टर्म लोन है उसका 10% का अपने इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया है। तो जो लॉन्ग टर्म लोन है वो अपना 30 लाख का है, उसका 10% इंटरेस्ट हो गया 3 लाख का, वो आपका अक्रूड बैठा रहेगा, अभी तक पे नहीं हुआ आपने अभी तक, अक्रूड इंटरेस्ट है ये, ठीक है। बाकी की जो 2 लाख की बची उसका आप अदर करंट लायबिलिटीज बोल के बैलेंस शीट में डाल दोगे, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे वैल्यूज तो आपके निकल के आ गए थे। इक्विटी का वैल्यू आपका डायरेक्टली सेल्स बाय सेल से निकल के आ गया था, डेट का वैल्यू से डायरेक्टली सेल से निकल गया था, करंट लायबिलिटी डायरेक्टली सेल से निकल के आ गया था, एफए निकल के आ गया था, करंट एसेट्स एंड एक वैल्यू निकल के आ गई थी। बस अपने को मेहनत और किसके लिए करनी पड़ी, क्रेडिटर निकालने के लिए थोड़ी सी करनी पड़ी अलग से एक्स्ट्रा मेहनत। इक्विटी का जो वैल्यू आया था टोटल, उसको इसमें स्प्लिट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अक्रूड इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ा, बस ये थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ी। बाकी सब तो सेल्स के अंदर अपन ने ऐसे ही एक्स की वैल्यू में रखा ही था बैलेंस शीट के अंदर ना। देखो इक्विटी लिखा था, डेट लिखा था, करंट लायबिलिटी का टोटल लिखा था, एफएन निकाला था, करंट एसेट्स लिखा था, इनका तो अपन ने वैसे भी लिखा ही था, तो ये तो वैसे ही निकल के आ गए थे, ठीक है। तो ये खत्म हो गया अपना यूनिट वाला, ये वाला यूनिट रेशियो चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। आई होप आपको मजा आया रहेगा एंड आपने एक एक क्वेश्चन लिख के खत्म कर लिया रहेगा। कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर चल जाना मजा आया हो चैप्टर में, तो मतलब एकदम मस्त हिट मिले हो एक एक क्वेश्चन के बाद, तो ठीक है। मैंने वही कहा, दारू तो यही बदनाम है, असली हिट तो अपने को रेशियो चैप्टर से आता है, ठीक है। चल डाल देना कमेंट सेक्शन में। अपन बढ़ते हैं आगे अगले चैप्टर की तरफ, विच इज फाइनल चैप्टर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल से। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर अपनी मल्टीपल यूनिट्स हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 अपन करते हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, देन अपन उसके बाद करते हैं पेबल्स मैनेजमेंट विच विल बी थर्ड, देन अपन करेंगे कैश एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है। 5 यूनिट्स अपनी कवर हो जाएंगी जो स्टडी मैट के अंदर है। स्टडी मैट में एक और छठी यूनिट भी है विच इज फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यूजुअली नहीं बनता है, तो अपना फोकस 5 के ऊपर रहेगा। पहले सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 विच इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। बहुत ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। पहले 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने कहा था फैक्टरिंग में से आएगा, मतलब वो मैंने कहा था रिसीवेबल्स में से क्वेश्चन आएगा, रिसीवेबल्स में से एग्जाम में आ गया था, बिकॉज लास्ट टाइम वो सिचुएशन बनती दिख रही थी कि रिसीवेबल्स में से आएगा, तो आया भी था उसमें से। चलो अपन स्टार्ट करते सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। देखो इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन है, ये नवंबर 11 में आ रखा है, इसको मैंने अपग्रेड किया है, ठीक है। इसको मैंने अपग्रेड करके सर्वगुण संपन्न बना दिया। इसके अंदर सारे एडजस्टमेंट आपके कवर हो जाएंगे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। इनफैक्ट जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसके अलावा एक नया एडजस्टमेंट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है जो आज तक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो तो अपन क्या करें, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ बेटा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज गिवन बिलो। आपको यहाँ पे दे रखे हैं सारे ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स के। देन आपको परचेजेस दे दी है, वेजेस दे दिए, प्रोडक्शन एक्सपेंस दे दिया है। प्रोडक्शन एक्सपेंस के ब्रैकेट में नोटिस करना है, यहाँ पे आपको दे रखा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹50,000, ठीक है। इसका क्या रिलेवेंस होगा बात करते हैं। देन आपको नीचे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, उसका कुछ काम का नहीं अपने, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, नेट प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे आपका सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं तीनों के, देन ए ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन, आगे क्या बोला आपको, द डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ रेलेवेंट स्टॉक्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, यही मैंने नया पॉइंट ऐड किया है जो कहीं आपको और मिलेगा नहीं, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट दो ट्रीटमेंट्स होंगे इसके। देखो डेप्रिसिएशन जो बोला है वो बोला है कि आपको जो भी स्टॉक्स दे रखे हैं ना, ये स्टॉक्स जब वैल्यू हुए थे तब जो ऑब्वियसली किसी ना किसी कॉस्ट के पे वैल्यू होता है, जैसे फिनिश गुड्स होता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पे वैल्यू होता है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस को अपन ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के पे वैल्यू करते हैं। तो जब भी वैल्यू हुए थे तो जब भी जो भी कॉस्ट निकाली गई थी उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी जोड़ा गया था, ये इसका मतलब है कि ठीक है कि जब भी वैल्यूएशन किया गया था इनका तब डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट के अंदर जोड़ा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन आपको बोला है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेबल्स, opening and closing balance of receivables were 1.5 lakh and 2 lakh respectively, whereas opening and closing payables for raw materials were 2 lakh and 2 lakh 40 respectively, ठीक है। आपको बोला यू रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड ऑन अ कैश कॉस्ट बेसिस। क्या बोला है, कैश कॉस्ट बेसिस,
कैश कॉस्ट बेसिस का मतलब है कि आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर डिप्रिसिएशन की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, डिप्रिसिएशन आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा। कैश कॉस्ट जहां जहां पे कैश लग रहा है, खर्च हो रहा है, सिर्फ वही अपनी कॉस्ट जो होगी वही वर्किंग कैपिटल में जुड़ने वाली है। तो डिप्रिसिएशन में तो कैश खर्च होता ही नहीं है, तो वो अपनी कॉस्ट नहीं बनेगी, कैश कॉस्ट में नहीं आएगी, वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। लेकिन इसके डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट इतना सिंपल नहीं है कि आपने बस बोला कि डिप्रिसिएशन को मुझे एक्सक्लूड करना है वर्किंग कैपिटल के लिए। इसके डबल एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के अंदर, अपना काम होता है सारे टाइप के अपने होल्डिंग पीरियड्स निकालना। कौन कौन से होल्डिंग पीरियड निकालना? अपना रॉ मटेरियल निकालना, डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड एंड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ये पांचों अपने को निकालना होता है। ये पांचों के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को एक प्रॉपर कॉस्ट शीट पूरा बनाना पड़ेगा स्टार्ट टू एंड तक। ठीक है, कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है रॉ मटेरियल परचेज का। रॉ मटेरियल परचेज डायरेक्टली आपको दे रखा है, ऑल क्रेडिट लिखा हुआ है उसके ऊपर, ये परचेज आ गया। देन आप ओपनिंग ऐड करोगे, क्लोजिंग लेस करोगे, ये भी आपको दे रखा है ऊपर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ये दोनों एडजस्टमेंट करके आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। लॉजिकल सी बात है, इतना आपने परचेस किया था, इतना आपके पास ओपनिंग ऑलरेडी पड़ा था, तो टोटल आपके पास अवेलेबल कितना था? 1280। उस 1280 में से आपने 2 लाख का तो कंज्यूम ही नहीं किया, तो कितना कंज्यूम किया? सिर्फ 1080 का कंज्यूम किया। 1080 का कंज्यूम किया, ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। इसके आगे वेजेस आएंगे, इसके आगे आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगी। वेजेस 3 लाख की दे रखी है। फैक्ट्री ओवरहेड जो मैं लूंगा, मैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड करूंगा अभी के लिए। सर पता एक्सक्लूड होती है डेप्रिसिएशन, तो रुक जाओ राजा, रुक जाओ रुक जाओ, सब समझाऊंगा कि मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूड होगा इस फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। ठीक है, 2 लाख का पूरा आएगा, जिसमें डेप्रिसिएशन 50,000 का जुड़ा हुआ है। इन तीनों का टोटल करने के बाद बस क्या आ जाता है? बस आ जाएगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, क्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं। इसके आगे एडजस्टमेंट होता है अपना ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का। आगे ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है 60,000 1 लाख का। ठीक है, ये ऐड ये लेस। देन इसके बाद बच के आता है आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यूजुअली कॉस्टिंग में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको अपन बोलते हैं नेट फैक्ट्री या नेट वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद थोड़े बहुत आइटम्स और आते हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। लेकिन एफएम के अंदर अपन वो बीच वाले आइटम्स को नहीं लेके चलते हैं। जो नेट वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच के आइटम्स है वो अपन लेके ही नहीं चलते हैं, तो अपने नेट वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ही हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। इसके आगे आपके ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक, क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक का एडजस्टमेंट होगा, वो भी अपन ने ऐड कर दिया, लेस कर दिया। अपने पास नीचे निकल के आ गया सीओजीएस। मतलब लॉजिकली इतना आपने प्रोड्यूस किया, इतना आपके पास ओपनिंग में ऑलरेडी पड़ा था। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा कि अपने पास टोटल कितने गुड्स अवेलेबल थे, माइनस कर देंगे कि जो अपना सेल हुआ ही नहीं, तो अपने पास आ जाएगा कि जो अपने बिके उनकी कॉस्ट कितनी थी। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे अपन बाकी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। रेशो के अंदर बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। कौन से? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, सेलिंग ले लिया, डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर नहीं दे रखा है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसको अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया? 1750 का। ध्यान देने वाली बात क्या है? 1750 के अंदर अपना डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है कितने का? 50,000 रुपए का। क्लियर बात है? ये 50,000 का डिप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, देन सबसे पहले अपन निकालेंगे रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालने का फॉर्मूला वही अपना जो रेशियोज के अंदर पड़ा होगा वही अपने को यूज करना है। क्या होता है? ऊपर आप लेते हो आपका एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक, डिवाइड कर देते हो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑन अ डेली बेसिस। रॉ मटेरियल कंज्यूम ऑन डेली बेसिस, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ऑन डेली बेसिस कैसे निकालेंगे? नीचे आप रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 365 कर दो, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम ऑन डेली बेसिस। सर लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम ऑन डेली बेसिस तो ऐसे निकलेगा ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम अपॉन 365। अच्छा, जो नीचे 365 डिवाइड में होता वही मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया ना। ठीक है, तो वही है, ऊपर आपका रॉ मटेरियल स्टॉक आया, नीचे आपका एक तरीके से डेली का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया है। ठीक है, अब एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक आपको ऊपर लेना है। कैसे लोगे? ओपनिंग क्लोजिंग आपने ले रखा है, इन दोनों का एवरेज लगा लो, 180 प्लस 2 लाख बाय 2, 180 प्लस 2 लाख बाय 2। नीचे डिवाइड में आपके आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का कितना है? 1080 का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 365, इससे आपका रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड आ जाएगा, 64.21 आएगा। ठीक है, अब मैंने स्टडी मैट के अंदर नोटिस किया ICAI का जो स्टडी मैट के क्वेश्चन है उसके अंदर ICAI का एक पिक्यूलर सा हैबिट है कि वो जो ये अपना होल्डिंग पीरियड निकल के आता है उसको ICAI राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, जैसे 64.21 है तो उसको 64 लिखेगा। ठीक है, एग्जाम में आपका ये कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा। एग्जाम में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमेशा पूरे पूरे नंबर्स आते हैं। आपका जो आंसर निकल के आएगा डायरेक्टली 64 निकल के आएगा, बीच में ऑप्शन ही नहीं होगा आपके पास कि ऐसा गंदा सा नंबर आए। लेकिन स्टडी मेट में ऐसा कर रखा है तो इसलिए मैं आपको वैसा बता रहा हूँ कि आप भी ऐसा कर देना अगर ऑप्शन अगर केस आ जाए आपके एग्जाम में तो 64 डेज का ये हो गया आपका अप्रॉक्स। ठीक है, इसी के बाद आप निकालोगे WIP होल्डिंग पीरियड। WIP होल्डिंग पीरियड कैसे निकलता है? WIP होल्डिंग पीरियड अगेन ऊपर आपका एवरेज WIP स्टॉक, उसके नीचे क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आपको क्या समझना होता है इन दोनों के जो जो आइटम्स आ रहे हैं उनके बीच का लिंकेज सोचो। ठीक है, आपको सोचना है कि जो न्यूमरेटर वाला आइटम है वो खत्म होते होते किस आइटम के अंदर मिलता जाता है। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल स्टॉक है, ये लॉजिक बता रहा हूँ बेसिकली, फॉर्मूला कैसे बनाना है। रॉ मटेरियल स्टॉक खत्म होते होते किसके अंदर मिलता जाता है?
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर मिलता जाता है। ठीक है, आपका डब्ल्यूआईपी स्टॉक आएगा यहाँ पे, डब्ल्यूआईपी स्टॉक खत्म होते होते किस में मिलता जाता है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मिलता जाता है। यानी वो फिनिश होता जाएगा तो फिनिश होते होते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो नीचे आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा मल्टीप्लाई बाय 365 होगा। ठीक है, आपका एवरेज डब्ल्यूआईपी आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। नीचे आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, वो 1540 का हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1540 का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 365 कर देंगे, ये निकल के आएगा 19 डेज। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे पहले अपन फिनिश गुड्स आ जाता है, फिर मैं आपको बताता हूँ ये चीज़। सेम ऐसे फिनिश गुड्स का निकालोगे, उसके अंदर ऊपर एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक आएगा, नीचे क्या आएगा कि फिनिश गुड्स स्टॉक खत्म होते होते किसमें मिलता जाता है, वो मिलता जाता है एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। तो नीचे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही करोगे, आपके पास 68 डेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी, ध्यान देने वाली बात ये थी कि मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूड क्यों कर रखा था, जबकि वर्किंग कैपिटल को तो मुझे इंक्लूड करना ही नहीं होता डेप्रिसिएशन को। ठीक है रजब, मैं बताता हूँ, जो अपन अभी स्टेप कर रहे हैं ना, वो अपन वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल रहे हैं, अभी अपन क्या निकाल रहे हैं, अभी अपन होल्डिंग पीरियड्स निकाल रहे हैं। होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए होता है, तब जाके मेरा रेशियो का वैल्यू सही निकल के आएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि जो स्टॉक्स आपने वैल्यू करे हैं, ये निकालते टाइम पे डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है इनकी कॉस्ट के अंदर, इनकी स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर, दैट मीन्स इनके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, इसकी जो वैल्यू इसके अंदर डेप्रिसिएशन का एक पोर्शन है। तो मुझे एक बात बताओ, आपका जो नीचे डिनोमिनेटर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, इसके अंदर भी तो आइडियली डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होना चाहिए ना, तभी तो जाके आपके पास जो नंबर निकल गया वो करेक्ट वाला निकल के आएगा। न्यूमरेटर में भी है तो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, तभी तो करेक्ट निकल के आएगा नंबर। ठीक है, इसलिए अपने डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया है। लेकिन जब आगे जाके मैं वर्किंग कैपिटल निकाल रहा हूँ, तब मुझे डेप्रिसिएशन उसके अंदर नहीं मांगता है, तो बाद में मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा। अभी पहले स्टेप 1 में मुझे होल्डिंग पीरियड निकालना है, तब तो मैं उसको इंक्लूड करूंगा। यही एडजस्टमेंट था जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका फिनिश गुड्स का निकल के आ जाएगा। अब आप आओगे रिसीवेबल्स के ऊपर। रिसीवेबल्स के ऊपर आप कैसे निकालोगे, ऊपर आपका एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा, नीचे आपके एनुअल क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो बता रहा हूँ मैं आपको। ऊपर आपका एवरेज रिसीवेबल्स आएगा। एवरेज रिसीवेबल्स कहाँ से निकालोगे, क्वेश्चन में आपको लाइन में दे रखा है, नीचे दे रखा है। ठीक है, वो आपका एवरेज रिसीवेबल्स यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आपका आएगा एनुअल क्रेडिट सेल्स। सर लेकिन डेटर्स को तो हमेशा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स के ऊपर वैल्यू करते हैं, अब नीचे क्रेडिट सेल्स कैसे ले रहे हो। अच्छा, वापस से वही बात, मैं वर्किंग कैपिटल निकाल ही नहीं रहा हूँ, मैं होल्डिंग पीरियड निकाल रहा हूँ। होल्डिंग पीरियड निकाल रहा हूँ मतलब मुझे अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में प्रॉपर लिंकेज चाहिए। न्यूमरेटर किसके ऊपर वैल्यू हो रहा है, रिसीवेबल्स, उसके अंदर सेल्स वैल्यू के ऊपर वैल्यू हुआ होगा ना आपका डेटर्स का बैलेंस। ये जो वैल्यू है, ये बुक अकाउंटिंग बुक्स में क्या वैल्यू चल रहा है उसके ऊपर है। तो अकाउंटिंग बुक्स में आपका रिसीवेबल्स का बैलेंस तो सेल्स वैल्यू के ऊपर होगा ना, जितना उधारी आप उनसे मांगते हो। ठीक है, सेल्स वैल्यू के ऊपर होगा, तो नीचे भी तो आपका सेल्स वैल्यू आएगा ना, कॉस्ट थोड़ी आएगा उसका। जब वर्किंग कैपिटल निकालने की बात आएगी तब मैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल लूंगा, लेकिन अभी वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल रहा हूँ, मैं होल्डिंग पीरियड निकाल रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, तो नीचे आपका पूरा क्रेडिट सेल आ जाएगा 20 लाख का, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 32 डेज का। ठीक है, इसी तरीके से आप क्रेडिट परचेजेस क्रेडिटर्स निकालोगे, उसमें आप क्या लोगे कि ऊपर लिखोगे आप एवरेज क्रेडिटर्स, और नीचे आपका आ जाएगा एनुअल क्रेडिट परचेजेस। एवरेज क्रेडिटर्स यहाँ पे अगेन क्वेश्चन में दे रखा है, नीचे आप लोगे एनुअल क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी थी 11 लाख की, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 11 लाख की, उसको आप नीचे ले लोगे 11 लाख का पूरा। इसको सॉल्व करोगे तो 73 डेज का निकल के आएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके होल्डिंग पीरियड्स निकल के आ गए सारे। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन निकालते हैं कि आपका नंबर ऑफ टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है। टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है, वो कैसे निकलेगा, रॉ मटेरियल प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ठीक है, तो ये 4 पहले वाले अपने ऐड हो जाएंगे, लास्ट वाला क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड लेस हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड, ये ऐड, ये ऐड, ये ऐड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड लेस हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद अपने पास आएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 110 दिन का। ठीक है, ये एक बार का पीरियड 110 दिन का है। अब मुझे निकालना है कि मेरे साल भर में कितने ऑपरेटिंग साइकिल्स होते हैं। ठीक है, साल भर में कितने ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं, एक साइकिल अगर 110 दिन का होता है और साल भर के अंदर मैं कितने दिन लेने हैं, मुझे क्वेश्चन में 360 डेज लिख लेना है, वो कहीं मेंशन नहीं है, तो अपन बाय डिफॉल्ट 365 डेज लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितने होंगे, 365 डिवाइड बाय 110, यानी 3.32 साइकिल्स होंगे मेरे साल भर के अंदर अप्रॉक्स। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, अब मेरी बारी आएगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने की। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी कैसे निकलेगी, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकलेगी इस फॉर्मूले से कि आपकी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से। इसका सिंपल लॉजिक क्या होता है कि आपकी साल भर में साइकिल होने वाली 3.32। क्लियर, जो अपनी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है वो सिर्फ एक ऑपरेटिंग साइकिल के लिए ब्लॉक होती है। ठीक है, एक ऑपरेटिंग साइकिल में जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे मुझे खुद से ब्लॉक, मेरे खुद के खर्चे से जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि वो सारा पैसा रिलीज हो जाता है, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल खत्म होती है सारा पैसा वापस रिलीज हो जाता है। फिर जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वो रिलीज हो जाता है, एंड वो अपने आप में ही साइकिल चलता रहता है उसका।
ठीक है, आपको बस एक बार के लिए जितना इन्वेस्टमेंट है ऑपरेटिंग साइकिल का उतना करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल के अंदर। उसके बाद आपको सारा रिलीज हो जाएगा, कस्टमर पेमेंट करके चल जाएगा, फिर आप वही वापस से ही बिजनेस के अंदर चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। आपको सिर्फ एक बार के लिए इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मतलब बस वही बात है कि पहिए को एक बार धक्का देना है ना, वो घूमता जाएगा। तो आपको एक बार धक्का देने के लिए कितना इन्वेस्ट करना है वो निकालना है। तो साल भर में अगर 3.32 साइकिल्स है, वर्किंग कैपिटल कितने के लिए, वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, एक साइकिल में जितना इन्वेस्ट करना होगा वो मेरी वर्किंग कैपिटल होगी। और एक साइकिल का पैसा मैं कैसे निकालूंगा, जो मेरी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो डिवाइड कर दो उसको 3.32 से। ठीक है, मेरी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने ले ली, डिवाइड कर दी मैंने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 3.32 से। ये साल भर का खर्चा है जो 3.32 साइकिल्स के बराबर है, इसे डिवाइड कर दूंगा तो एक ऑपरेटिंग साइकिल का खर्चा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कहां से कैसे निकालूंगा मैं। मेरे पास यहाँ पे मैंने निकाली एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 1750 की, इसके अंदर डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। जब मुझे वर्किंग कैपिटल निकालने की बात आ रही है, अभी तो मैं वर्किंग कैपिटल निकाल रहा हूं, तब मुझे डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सही है सिर्फ मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। डेप्रिसिएशन के अंदर मुझे इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नॉन कैश है, उसमें खर्चा इन्वेस्ट करना ही नहीं है मुझे वर्किंग कैपिटल मेरा। उसमें जो पैसा अटका वो तो लॉन्ग टर्म असेट्स का है, वर्किंग कैपिटल का थोड़ी। तो मुझे डेप्रिसिएशन अब हटाना पड़ेगा ताकि मेरा प्रॉपर वर्किंग कैपिटल निकल जाए। तो मैं क्या करूंगा, अब डेप्रिसिएशन को हटा दूंगा, इसलिए मैंने लिखा एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आपका डेप्रिसिएशन हट जाएगा 50,000 का, 17,50,000 में से जो बनेगा आपका 17 लैक्स का। ठीक है, 17 लैक्स का, 17 लैक्स आपका एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, डिवाइड कर दो उसको नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 3.32 से। तो आपके पास निकल के आ जाएगा कि एक साइकिल में कितना खर्चा होता है। एक साइकिल में खर्चा होता है 512,048 का। इतना आपको वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, समझा आपको। चलो, ये क्वेश्चन लिख के कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाए लिख के कमेंट सेक्शन में डाल जाना, ये एक ही क्वेश्चन करना है आपको, सब कुछ आ गया इसके अंदर। ठीक है, चलो अब अपन बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन मेथड। कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन एक एक एलिमेंट जो अपना वर्किंग कैपिटल का होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का, उसका वैल्यू निकालते हुए चलते हैं। देन टोटल करंट एसेट्स करते हैं, टोटल करंट लायबिलिटीज करते हैं, फिर सीए माइनस सीएल करके अपना वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। तो इसमें अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक एक करंट एसेट करंट लायबिलिटी की। कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन पे आते हैं। वाइल अप्लाइंग फॉर फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू कमर्शियल बैंक, ये बैंक है, ये कंपनी है, उसने फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट करके दी आपको। उसने बोला कि मेरा पर यूनिट के ऊपर इतने इतने खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल लगते हैं मेरे 3 एक्स वाई एंड जेड, ये 3 रॉ मटेरियल लगता है मेरे एक यूनिट को बनाने में, इनकी इतनी इतनी कॉस्ट लगती है। देन बोला डायरेक्ट लेबर लगती है मेरी 25 की। देन मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन मेरा लगता है 20 का। ठीक है, देखो यहाँ पे लोगों ने खुद ही एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन करके दिया है, एंड आगे नीचे से अलग से लिख के दिया डेप्रिसिएशन का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पे ध्यान मत देना, जो नाम पहले दे रखा होता है अपन उसको उसकी तरह ट्रीट करते हैं। तो ये पूरा ही एक तरीके से अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, देन आपका नीचे सेलिंग ओवरहेड्स आ गया, ये आपका टोटल पर यूनिट का खर्चा आ चुका है। देन आपको बोला है कि रॉ मटेरियल्स आर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स लीडिंग टू डिफरेंट क्रेडिट पीरियड अलाउड एज फॉलोज। तो आपका हर सप्लायर जो है वो आपको रॉ मटेरियल के लिए अलग अलग क्रेडिट पीरियड दे रहा है। एक्स के लिए आपको मिल रहा है 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड, वाई के लिए मिल रहा है 1 मंथ का, जेड के लिए मिल रहा है हाफ मंथ का। ये आपका क्या हो गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड हो गया कि आपको इतने टाइम बाद पेमेंट करना है। ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल आपको बता रखी है कि हाफ मंथ की है, यानी प्रोडक्शन साइकिल हाफ मंथ की, यानी किसी भी यूनिट को बनने में हाफ मंथ लगता है। ठीक है, ये अपना हो गया WIP का कन्वर्जन पीरियड, WIP प्रोसेसिंग पीरियड, कि एक यूनिट को खत्म होने में हाफ महीने लग जाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स फुल यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन, एक्स एंड वाई इन द बिगिनिंग ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Z is required only to the extent of half unit in the beginning, and the remaining half this unit is needed at a uniform rate during the production process. Very very important line. बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे इसके, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, X is required to be stored for 2 months and other materials for 1 month, ये हो गया रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड। ठीक है, R हो गया। देन बोला है फिनिश गुड्स आर हेल्ड फॉर 1 मंथ, ये हो गया FG स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स आर हेल्ड फॉर 1 मंथ, FG स्टोरेज पीरियड। आगे बोला है 25% ऑफ टोटल सेल्स इज ऑन कैश बेसिस एंड द रिमेनिंग इज ऑन क्रेडिट बेसिस। द क्रेडिट अलाउड बाय डेटर्स इज 2 मंथ्स। या आपको टोटल सेल्स और कैश बेसिस के बारे में आपको लिंकेज बता दिया है, क्रेडिट सेल्स, मतलब इससे अपना निकल जाएगा कि अपना टोटल सेल्स में से कितना क्रेडिट सेल्स होता है। ठीक है, डेटर्स को आपने दिया है 2 महीने का, यहाँ पे गलत लिखा हुआ इसे का लैंग्वेज, क्रेडिट अलाउड बाय डेटर्स नहीं होता, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स होता है, उनको हम अलाउ करते हैं, वो हमें अलाउ नहीं करते, तो ये 2 कर देना यहाँ पे। देन बोला है एवरेज टाइम लेकिन पेमेंट ऑफ ऑल ओवरहेड्स इज 1 मंथ एंड हाफ मंथ फॉर डायरेक्ट लेबर। ठीक है, यहां तक आप समझ गए, अपन क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्या करना होगा, पहले तो सारे आपको जो भी
सारे करंट एसेट्स निकालने हैं, तो सारे करंट एसेट्स निकालने के लिए सबसे पहले अपने को बनानी पड़ती है कॉस्ट शीट। स्टेप 1 ही अपना होता है कॉस्ट शीट बनाने का। जितने भी कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन आएंगे सबसे पहले अपने को कॉस्ट शीट बनानी रहेगी। इसलिए अपन रेशियोज के अंदर सबसे पहले कॉस्ट शीट डिस्कस करते हैं रिवीजन वीडियो के अंदर। सबसे पहले अपन कॉस्ट शीट बनाएंगे। अब कॉस्ट शीट बनाते टाइम आपको ना बेसिकली दो चीज़ें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाने के अपने दो टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं। एक सेकंड रुको यार। कॉस्ट शीट बनाने के लिए अपने दो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ये रहे। एक अपन लेके चलते हैं कंपनी जिसके अंदर जो अपनी कंपनी दे रखी है वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, यानी सालों साल से चलती आ रही है। ठीक है, एक अपन लेते हैं वो कंपनी जो न्यू कंपनी है, न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू बिजनेस है, जो अभी अभी एस्टेब्लिश हो रहा है। वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी अभी खुलना स्टार्ट हो रहा है वो। इसी केस में डिफरेंस क्या हो जाता है समझना। एग्जिस्टिंग कंपनी वाले केस के अंदर अपन क्या पकड़ के चलते हैं, जितने भी ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक्स के इक्वल है। जैसा मैंने रेशियोज के अंदर आपको एक क्वेश्चन करा था 13th, उसके अंदर मैंने आपको सेम चीज बोली थी। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स को अपन इक्वल इक्वल पकड़ के चलते हैं। उससे क्या हो जाता है समझना। देखो आपका जो भी कॉस्ट शीट बनती है उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट्स आपके कवर हो जाते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है आपका रॉ मटेरियल का वेयर हाउस, दूसरा डिपार्टमेंट होता है आपका फैक्ट्री, तीसरा डिपार्टमेंट होता है आपका फिनिश गुड्स का वेयर हाउस। उसके आगे आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है देखना। रॉ मटेरियल वेयर हाउस के अंदर आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल परचेस करके लेके आते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 20,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल परचेस करके लेके आए, कितने का, 20,000 यूनिट्स का परचेस करके लेके आए, तो आपका ओपनिंग स्टॉक जो था वो भी 700 का है, अज्यूम कर रहे हैं 700 का है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी अपना 700 का ही होगा, क्योंकि अपन ओपनिंग क्लोजिंग को इक्वल पकड़ के चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपने परचेस 20,000 किया एंड ओपनिंग क्लोजिंग आपके इक्वल इक्वल है, तो दोनों एकदम कट जाएंगे। तो आपका कंज्यूम होने भी फैक्ट्री के अंदर जितना जाएगा आपका कंज्यूम होने, वो भी 20,000 यूनिट्स का ही जाएगा। दैट मीन्स आपकी फैक्ट्री के अंदर जो यूनिट्स जाएगी प्रोसेस होने के लिए वो 20,000 यूनिट्स ही जाएंगी। परचेज 20,000 किया था तो प्रोसेस होने के लिए भी 20,000 ही गया। अब आपकी फैक्ट्री के अंदर 20,000 यूनिट्स आई हैं प्रोसेस होने के लिए। अपन मान के चल रहे हैं कि एक बार के लिए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 1,000 यूनिट्स का पास पड़ा था पहले से ही, तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को भी अपन 1,000 का ही पकड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 20,000 यूनिट्स प्रोसेस करी इस साल, 1,000 आपके पास ओपनिंग पड़ी थी, 1,000 की आपकी क्लोजिंग बच गई, तो ओपनिंग क्लोजिंग कट जाएगा। दैट मीन्स जो आपने फैक्ट्री ने 20,000 यूनिट्स प्रोसेस करी वही इस साल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कितनी हो गई, पूरी पूरी 20,000 यूनिट्स कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये आपके चल जाएगी फिनिश गुड्स वेयरहाउस के अंदर 20,000 यूनिट्स। अब फिनिश गुड्स वेयरहाउस के अंदर भी अपन मान के चल रहे हैं एक बार के लिए कि आपका ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक 2,000 का था लेट्स से, तो क्लोजिंग वाले को भी अपन 2,000 का ही पकड़ेंगे। ठीक है, ये ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाला भी 2,000 का ही पकड़ेंगे। अब ओपनिंग क्लोजिंग कट जाएगा, तो अगर फिनिश गुड्स वेयरहाउस के अंदर 20,000 यूनिट्स आई थी एंड ओपनिंग क्लोजिंग कट जा रहा है, तो बिकेंगी जितनी यूनिट्स वो भी 20,000 ही होंगी, 20,000 यूनिट सोल्ड। तो देखा आपने हुआ क्या, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी यूनिट्स जा रही हैं वो 20,000 20,000 20,000 20,000 ही है, कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, जितनी आपने यूनिट्स बेची 20,000 उतनी आपके फिनिश गुड्स बन के आए, उतनी ही आपकी फैक्ट्री ने यूनिट्स इस साल में प्रोसेस करी, यानी आपकी फैक्ट्री में इनके ऊपर काम हुआ, उतनी यूनिट्स के बराबर आपने रॉ मटेरियल भी परचेस किया। ये एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हो गया एग्जिस्टिंग कंपनी का। ठीक है, इसका इंपैक्ट अगर अपन कॉस्ट शीट पे देखना चाहें तो ऐसा दिखता है। ठीक है, कि अपना रॉ मटेरियल परचेज था, देन अपन ऐड करते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, देन लेस करते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल है। तो रॉ मटेरियल जो परचेज था वही रॉ मटेरियल कंज्यूम में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली। ठीक है, अब रॉ मटेरियल कंज्यूम जितनी यूनिट्स के ऊपर लग रहा है, लेट्स से 1,000 यूनिट्स के ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो 1,000 यूनिट्स के ऊपर ही वेजेस भी लगेगी, 1,000 यूनिट्स के ऊपर ही आपके ओवरहेड्स भी लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 1,000 यूनिट्स आपकी फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस हो रही हैं, यानी फैक्ट्री के ऊपर इनके ऊपर काम हो रहा है 1,000 यूनिट्स के ऊपर, तो 1,000 यूनिट्स के ऊपर रॉ मटेरियल लगेगा, 1,000 यूनिट्स के ऊपर वेजेस लगेगी, 1,000 यूनिट्स के ऊपर आपका ओवरहेड्स लगेगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा नीचे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अब ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद आप ऐड लेस करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, जो भी दोनों इक्वल है तो ये दोनों फिर से कट जाएंगे, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट ही आपका नेट वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि फैक्ट्री में जो प्रोसेसिंग हुई वो कितनी यूनिट्स की कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है। देन आप आगे नेट कॉस्ट प्लस वर्क्स कॉस्ट पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो फिनिश गुड्स बन के गई उनकी कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, यानी ये फिनिश गुड्स वेयरहाउस के अंदर जो यूनिट्स पहुंची उसकी कॉस्ट है। ठीक है, ये भी सेम आएगी जो इसके इक्वल आई है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के। देन आपको ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक का एडजस्टमेंट होता है, वो भी दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, जितनी फिनिश गुड्स आपके वेयरहाउस के अंदर आई थी वही डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, यानी जितनी हमने बनाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो अपनी फिनिश गुड्स बनाई वही डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई। समझा आपको। तो इसका इंपैक्ट ये हुआ कि सारे के सारे जब स्टॉक्स कट जाते हैं तो सब कुछ एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम रॉ मटेरियल परचेस की इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आपकी नेट वर्क्स कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इक्वल हो जाएगा, एंड ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इक्वल हो जाएगा। सब कुछ इक्वल इक्वल हो जाएगा, अपने को यूनिट्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। ठीक है, बस एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखो हुआ क्या, रॉ मटेरियल परचेज मैंने 20,000 यूनिट्स का करा। ठीक है, अब यही परचेज जो था, ठीक है, ये आपकी फैक्ट्री के अंदर गया, तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम वेजेस एंड ओवरहेड्स वो भी 20,000 यूनिट्स के ऊपर ही लगा। ठीक है, इसका नेट प्रोडक्ट क्या निकल के आपने यहाँ पे क्रॉस वर्क्स कॉस्ट निकल के आता है। क्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो वही डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर 20,000 यूनिट्स। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर कहाँ होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर होता है आपका फिनिश गुड्स वेयरहाउस के अंदर, कि आपने 20,000 यूनिट्स फिनिश बनाई, तो फिनिश गुड्स में अपन ने 20,000 यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ ट्रांसफर हो गया, एक तरीके से फिनिश गुड्स वेयरहाउस के अंदर 20,000 यूनिट्स का। ठीक है, अब 20,000 यूनिट्स का फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुआ है, इसके आगे अपन एडजस्ट क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल इक्वल कट जाएंगे, तो 20,000 यूनिट्स ही डायरेक्टली आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी हैं सबको 20,000 यूनिट्स के ऊपर ही होने वाला है। ये न्यू कंपनी का केस है, सॉरी एग्जिस्टिंग कंपनी का केस है। न्यू कंपनी के केस के अंदर मैटर डिफरेंट हो जाता है। कैसे डिफरेंट होता है, आपको लेट्स से आपने परचेस करी है 23,700 यूनिट्स। ठीक है, परचेस करी 23,700 यूनिट्स का रॉ मटेरियल, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कुछ था ही नहीं, ओपनिंग रॉ मटेरियल कुछ था ही नहीं, क्योंकि नई बनी है, अभी भी ओपनिंग नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग क्लोजिंग होगा। तो लेट्स से क्लोजिंग आपका 700 का होता है, दैट मीन्स 23,700 परचेस किया, क्लोजिंग में 700 आपके बच गया है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा वो सिर्फ 23,700 माइनस 700 होगा, 23,700 माइनस 700 होगा, यानी कंजम्पशन में कितना जाएगा, सिर्फ 23,000 यूनिट्स जाएगा। तो ये आपके रॉ मटेरियल कंजम्पशन में चल जाएगा, यानी 23,000 यूनिट्स आपके गई हैं फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, तो 23,000 के ऊपर आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम है, 23,000 के ऊपर आपकी वेजेस हैं, 23,000 के ऊपर आपकी ओवरहेड्स हैं। ठीक है, अब 23,000 यूनिट्स आपकी फैक्ट्री में प्रोसेस हुई हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 1000 का, दैट मीन 23,000 यूनिट्स फैक्ट्री में अगर प्रोसेस हुई, उसमें से 1000 तो बच ही गई कंप्लीट होने से, तो आपकी कंप्लीट एक्चुअल में कितनी हुई, सिर्फ 22,000 ही हुई कंप्लीट। ठीक है, तो आपकी नेट वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी फिनिश गुड्स जो है वो बन रही 22,000 यूनिट्स ही। ठीक है, अभी 22,000 यूनिट्स आप ट्रांसफर कर दोगे, इनकी कॉस्ट आप ट्रांसफर कर दोगे किसके अंदर, अपने वेयर हाउस के अंदर, फिनिश गुड्स वेयर हाउस के अंदर, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 22,000 यूनिट्स आपने ट्रांसफर कर दी, इतनी 22,000 फिनिश गुड्स बन के आई, ओपनिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्लोजिंग फिनिश गुड 2,000 यूनिट्स का है, तो 22,000 आई फैक्ट फिनिश गुड्स के वेयर हाउस के अंदर, उसमें से 2,000 तो यहीं बच गई, तो बिकने कितनी गई, 20,000 यूनिट्स ही गई, तो इसमें से आप माइनस करके 2,000, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 20,000 यूनिट्स का। ठीक है, दैट मीन्स आपकी जो यूनिट्स बिकी वो 20,000 बिकी। तो आपने देखा यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हर लेवल पे कुछ ना कुछ यूनिट्स कम होती जा रही है, तो अगर आपको बेचना 20,000 है तो आपको फिनिश गुड 22,000 बनानी पड़ेगी। अगर आपको फिनिश गुड 22,000 बनानी है तो आपकी फैक्ट्री को 23,000 प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आपको 23,000 यूनिट्स प्रोसेस करनी है तो आपको रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा 23,700 का। तो हर लेवल के ऊपर आपकी यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, अपने लिए सारी यूनिट्स निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने को वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे अपने लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ही सब कुछ है, एक यूनिट से काम हो जाता है एग्जिस्टिंग वाले के अंदर। अभी जो क्वेश्चन अपना था उससे वापस आते हैं, अपना जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, ये अपना जो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ है ना, तो अपने इसको क्या मान के चलेंगे कि एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये न्यू वाली नहीं है। एग्जिस्टिंग के अंदर अपना क्या होगा, सब सारे स्टॉक्स इक्वल होंगे, सिर्फ एक यूनिट्स अपने को मैटर करती हैं। वो यूनिट्स कहाँ पे दे रखी है आपको नीचे, ये आपको नीचे दे रखी है, इफ द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटीज 1.5 लाख यूनिट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो 1.5 लाख यूनिट्स बनने वाली है, सब कुछ इसी के ऊपर निकल के आएगा, कुछ भी और नहीं होने वाला है। समझ गया आपको, अपन स्टार्ट करते, सबसे पहले अपनी कॉस्ट शीट बनेगी इसके लिए। ठीक है, कॉस्ट शीट पे आते हैं। कॉस्ट शीट सबसे पहला अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे किससे होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम से होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज मुझे चाहिए ही नहीं, रॉ मटेरियल परचेज में रॉ मटेरियल कंज्यूम के इक्वल ही होता है, बात करके आते हैं अभी, तो यही रॉ मटेरियल परचेज की इक्वल हो जाएगा, जो कंजम्पशन है वही परचेज की इक्वल है। कंजम्पशन कितना होगा, 1.5 लाख यूनिट्स बन रही है, तो 1.5 लाख यूनिट में जितना जितना रॉ मटेरियल लगेगा वो सारा मेरा कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, 1.5 लाख यूनिट्स बन रही है, 1.5 लाख को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x का कंजम्पशन आ जाएगा, उसको इससे कर दोगे तो इसका कंजम्पशन आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इसका कंजम्पशन आ जाएगा। हर यूनिट को उसकी कॉस्ट यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल उसका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन अपने को एक्स वाई जेड का अलग अलग निकालना है, टोटल मत कर देना कि सर ये 30 + 7 + 6 7 में टोटल कर देता हूँ, नहीं, अलग अलग चाहिए अपने को, मालूम पड़ेगा आपको अलग अलग क्यों चाहिए इसका टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया इन तीनों का, टोटल करके यहाँ पे दिखाना। इसी तरीके से आप लेबर का निकालोगे, 25 का यूनिट कॉस्ट है, इसी तरीके से आपका मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपने डिप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दिया है, डिप्रिसिएशन जोड़ना नहीं है अपने को, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको कैश कॉस्ट बेसिस के ऊपर निकालनी है, कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालनी है, तो अपने को डिप्रिसिएशन नहीं लेना अपनी कॉस्ट के अंदर। सर अभी तो आप कॉस्ट शीट बना रहे हो, अभी आप वर्किंग कैपिटल थोड़ी निकाल रहे हो। अच्छा, वो जो मेथड था अपना ऑपरेटिंग साइकिल, उसके अंदर जो अपन ने पहले कॉस्ट शीट बनाई थी, वो अपन ने बनाई थी अपने होल्डिंग पीरियड्स निकालने के लिए, तो वो स्टेप वर्किंग कैपिटल के स्टेप से एकदम अलग हो गया था। अभी जो अपन कॉस्ट शीट बना रहे हैं, अपने को होल्डिंग पीरियड नहीं निकालना है, अपने को इस कॉस्ट शीट से डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल निकालना है।
तो इसलिए अपन इस कॉस्ट शीट के अंदर डेप्रिसिएशन लेके नहीं चलने वाले, ये डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल स्टेप से ही लिंक्ड है, ठीक है। तो अपन डेप्रिसिएशन लेके नहीं चलने वाले। और अगर ये कैश कॉस्ट यहाँ पे नहीं लिखा होता तो आप किस पे करते, तब भी आप कैश कॉस्ट पे ही निकालते। आपके टीचर ने हो सकता है यहाँ पे कुछ और बताया हो, वो पुराने स्कीम के हिसाब से बता रहे हैं अभी भी, कि नहीं बोला होता टोटल कॉस्ट पे चलते हैं, नहीं, कैश कॉस्ट ज्यादा लॉजिकल होता है, कैश कॉस्ट इज अप्रोप्रिएट मेथड। स्टडी मेट में भी यही लिखा हुआ है, रिसेंट एग्जाम्स के अंदर भी यही हो रहा है। अगर आपको कुछ नहीं लिखा है तो आप कैश कॉस्ट के ऊपर निकालोगे, आपके टीचर ने हो सकता है कुछ और बताओ, लेकिन वो गलत है, कैश कॉस्ट पे ही निकलेगा। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। एंड उसको जस्टिफाई करने के लिए टीचर्स आंसर अपनी कॉपी के अंदर, अपनी बुक के अंदर आंसर और चेंज कर देते हैं, ये तक होता है। एक क्वेश्चन है मेरे पास मेरी बुक के अंदर जो रिसेंट क्वेश्चन ही था, एंड उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था, ऐसे ने कैश कॉस्ट से सॉल्व किया था उसको। बीटा लिमिटेड कंपनी का नाम है, BIT है शायद, ऐसा करके कुछ नाम है। उसके अंदर कैश कॉस्ट सॉल्व हो रखा था। मेरे पास एक बच्चे ने कॉपी भेजी, किसी मैंने आपका रिवीजन वीडियो देखा, आपने तो कहा है कैश कॉस्ट पे सॉल्व होगा, लेकिन मेरी सर की बुक में तो ये टोटल कॉस्ट पे सॉल्व हो रखा है। मैंने उसको ओरिजिनल ऐसे एक आंसर भेजा, मैंने ये देख कैश कॉस्ट के ऊपर, तो उसको बाद में रियलाइज हो गया कि उसके सर ने उसका आंसर ही चेंज करके देखा है। तो एक तो गलत बताएंगे, उसको मैच करने के लिए आंसर भी चेंज कर दिया, तो क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है। बट कैश कॉस्ट ही फॉलो करोगे आप, ठीक है, चलेगा। तो आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिख दिया एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये आपका टोटल आ गया मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब ये जो टोटल निकल के आएगा, यही आपकी वर्क्स कॉस्ट है, यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सब कुछ यही है, कुछ और बीच में रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि बीच के सारे स्टॉक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यही हो गया। इसके आगे बचता है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अपने पास क्वेश्चन में सिर्फ सेलिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं, वो अपन ने ऐड कर दिया 1.5 लाख के ऊपर 15, तो अपना टोटल निकल के आ गया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स 150 पर 50 का। एंड ये पूरा कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं आया है, हर कॉस्ट जो है वो कैश के ऊपर है पूरी। ये सबसे पहला कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, एक एक आइटम करंट एसेट करंट लायबिलिटी का निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपना एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में आएगा, सबसे पहले करंट एसेट्स। सबसे पहला स्टॉक अपन निकालेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक अपन कैसे निकालेंगे, अपने पास रॉ मटेरियल का कंजम्पशन दे रखा है कि साल भर में इतना कंज्यूम हुआ है, एंड आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल जो मुझे स्टोर करना है, एक्स मुझे स्टोर करना है 2 मंथ्स का, एंड अदर मटेरियल्स फॉर 1 मंथ। यानी जितना भी मेरा साल भर का कंजम्पशन हुआ है एक्स का, उसमें से 2 महीने का मैं स्टॉक में रखता हूँ, तो उसको इंटू 2/12 कर देंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसको इंटू 2/12 कर दिया, एंड बाकी वाई एंड जेड को इंटू 1/12 इंटू 1/12 किया। ये टोटल मारेंगे तो अपना रॉ मटेरियल स्टॉक निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अभी अपन आएंगे WIP बाद में आते हैं, पहले फिनिश गुड स्टॉक पे आ जाते हैं, ठीक है। फिनिश गुड स्टॉक के बारे में क्या बोला है, फिनिश गुड्स आर हेल्ड फॉर 1 मंथ, ठीक है। अब फिनिश गुड्स आर हेल्ड फॉर 1 मंथ। अब आपको सोचना है कि फिनिश गुड्स के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट एडेड होती है, कौन कौन सी कॉस्ट एडेड होती है फिनिश गुड्स के अंदर। फिनिश गुड्स वैल्यू होते हैं हमेशा अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर वैल्यू होते हैं। तो फिनिश गुड्स के अंदर जो अपनी कॉस्ट होती है वो इसकी होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की होती है। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से 1 मंथ की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो आपकी फिनिश गुड्स स्टॉक के अंदर फंसी हुई होगी। तो 132 लाख इंटू 1/12, 132 लाख इंटू 1/12 आपका निकल के आ जाएगा 11 लाख। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, जो अपन ने स्टॉक्स निकाले, जब अपन रॉ मटेरियल के, जब अपन होल्डिंग पीरियड निकाल रहे होते हैं, एंड जब अपन ये एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कर रहे होते हैं यूजिंग कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन, तो बेसिस चेंज हो जाता है, अपन एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। कैसे, मैं आपको एक बार बताता हूं। जो अपने डेटर्स थे होल्डिंग पीरियड के अंदर, अपन उसके नीचे क्या लेते थे, क्रेडिट सेल देते थे, लेकिन कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन में जब आप आओगे उसकी जगह पे आप लोगे एक स्टेप पीछे, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है। फिनिश गुड्स जब आप वैल्यू करते थे तो आप करते थे रेशियोज के अंदर निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे लेते थे। यहां पे आ जाओगे एक स्टेप पीछे कि उसके अंदर कॉस्ट कौन कौन सी जुड़ी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जुड़ी हुई है। देन आप आते हो WIP पे। WIP में क्या क्या जुड़ा, WIP को किस पे वैल्यू करते थे अपन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर करते थे, ठीक है, उसके अंदर होल्डिंग पीरियड के अंदर। यहां पे अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं करेंगे, अपन करेंगे वर्क्स कॉस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर, यानी वर्क्स कॉस्ट के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग वैल्यू करेंगे, समझ रहे हो। तो ये तीनों एक एक स्टेप पीछे आ चुके हैं। क्लियर, क्लियर एकदम, ठीक है। तो अपन ने फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू किया, सर ये, लेकिन यहाँ पे तो दोनों इक्वल ही हैं, तो फर्क क्या पड़ता है, कभी तो अलग होंगे ना। आगे अपना क्वेश्चन आएगा उसमें सब अलग अलग हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अलग होगा, तब किस पे वैल्यू करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करोगे, ठीक है। फिनिश गुड्स अपना आ गया। अब अपन आते हैं WIP स्टॉक के ऊपर। WIP स्टॉक के अंदर एक बहुत ही खास सी चीज होती है। क्या चीज होती है कि WIP स्टॉक के अंदर अपना जो यूनिट्स होता है वो, उसके अंदर जो अपने कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे वर्क्स कॉस्ट है ना अपनी, वर्क्स कॉस्ट के अंदर अपने कौन कौन से कॉस्ट आई है, रॉ मटेरियल कंज्यूम आई है, डायरेक्ट लेबर आई है, मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आई है। WIP के अंदर ये तीनों जो लगी हुई होती हैं वो अलग अलग लगी हुई होती हैं। कैसे, देखो अपना जो फैक्ट्री फ्लोर होता है वो ऐसा होता है। सर ऐसा होता है क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब
अंदाजन समझो कि देखो अपना ये फैक्ट्री है, ठीक है, इसमें बनता है 15, आपके आधे महीने के अंदर यूनिट्स बन के निकलती है। तो कोई रॉ मटेरियल जब यहाँ से इस फैक्ट्री पे स्टार्ट करता है, ये समझो कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, जब वो रॉ मटेरियल यहाँ पे एंटर करता है तब उसके प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो 15 दिन बाद, आधे महीने बाद जब वो यहाँ से निकलेगा तब वो फिनिश गुड्स बन के निकलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। जैसे आपको सीए बनने में टाइम लग रहा है, अभी आप एज अ फ्रेश स्टूडेंट बन के निकलो, जब आप खत्म हो गए तो आप सीए बन के निकलोगे। ठीक है, तो अब मुद्दा ये है कि बीच में टाइम पीरियड है ना, ऐसा तो नहीं कि फट से आते हैं और खत्म हो गए, बीच में टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स हैं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही बच्चा सीए कर रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, हर कोई अलग अलग लेवल के ऊपर है। कोई सीए फाइनल पे है, कोई सीए फाइनल के ग्रुप 2 पे है, कोई सी इंटर ग्रुप 2 पे है, कोई अभी भी सी इंटर में घुसा है, कोई अभी भी सी फाउंडेशन में घुसा हुआ है। ठीक है, वैसे यूनिट्स की भी बात है, कोई अभी भी यहाँ पे पहुंची है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे। तो अगर मुझे ऑन एन एवरेज बात करनी हो तो मुझे बात करनी पड़ेगी कि सारे जो यूनिट्स हैं उनका एवरेज बेसिस पे कितना कंप्लीशन हुआ है। समझना क्या हो रहा है कि जो रॉ मटेरियल यहाँ पे आया, ठीक है, अब वेजेस जो हैं वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर लगना स्टार्ट होगी। थोड़ी वेजेस यहाँ पे लगेंगी, थोड़ी वेजेस यहाँ पे लगेगी, थोड़ी यहाँ पे लगेगी, थोड़ी यहाँ पे लगेगी, थोड़ी यहाँ पे लगेगी, एंड तक आते तो सारी वेजेस लग जाएगी। वही बात है कि स्टार्टिंग में आप थोड़े सीए बने, फिर आप थोड़े और सीए बने, एंड तक आते तो एकदम सीए बन गए। ठीक है, वही चीज़ है ना। तो अगर मुझे ऑन एन एवरेज बोलना हो तो यहाँ पे जब यूनिट घुस रही है तो उसके ऊपर वेजेस 0% लगी हुई है, इस वाले के ऊपर लेट से 20% लगी हुई है, इस वाले पे लेट से 40% लगी हुई है, एंड तक आते थे उस पर 100% वेजेस लग जाती है। तो मुझे बात करनी कि ऑन एन एवरेज सारी यूनिट्स के ऊपर कितनी वेजेस लगी हुई होगी। ऑन एन एवरेज लगी होगी 0 प्लस ये 100 डिवाइड बाय 2, सर इतना गैप, हाँ, 0 प्लस 100/2 इक्वस टू 50%। में बोल सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज जो वेजेस लगी होंगी वो 50% लगी हुई होगी सारी यूनिट्स के अंदर। तो जो जितनी भी डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स होगी उसको अपन डायरेक्टली पूरी पूरी वेजेस नहीं लेंगे उसके ऊपर, उस पर अपन से 50% वेजेस ही लेंगे, क्योंकि 50% ही वेजेस कंप्लीट हुई है। इसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जो आप कॉस्टिंग के अंदर भी निकालते होगे। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर सेम अपन ओवरहेड्स के लिए भी बोलते हैं कि ओवरहेड्स के अंदर भी अपन 50% ही पकड़ के चलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, रॉ मटेरियल के इसके अंदर अपन ऑन एन एवरेज, ऑन अ यूजुअल बेसिस, जब तक कुछ बता नहीं रखा हो तो अपन 100% पकड़ के चलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ये अपना डिफॉल्ट अजम्पशन है कि रॉ मटेरियल के अंदर 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, इसके अंदर 50% है, इसके अंदर 50% है। कुछ अगर बता देगा तो अपन उसको फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं बताएगा तो अपन ये फॉलो करेंगे। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए इसके अंदर। ये उसी मद्देनजर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल एडजस्टमेंट्स है, जो मैंने बोला बच्चा उसमें कंफ्यूज करता है। अब इसके अंदर क्या बोला गया आपको, इसके अंदर बोला गया कि प्रोडक्शन साइकिल हाफ महीने का है, लेकिन जितनी भी यूनिट्स है यानी हाफ महीने के लिए पड़ी रहती है। बोला है प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स फुल यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है, एक्स और वाई जो है वो स्टार्टिंग में लग जाती है पूरी पूरी। तो स्टार्टिंग में लग गई, स्टार्टिंग में 100% लग गई, तो उसमें एंड तक आते थे भी 100% लगी हुई होगी। तो एक्स और वाई का डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना हो गया ऑन एन एवरेज 100%, स्टार्टिंग वाला भी 100 एंड वाला भी 100, तो ऑन एन एवरेज 100 हो गया। लेकिन बोला है कि जो अपनी जेड है वो लगती है हाफ स्टार्टिंग के अंदर, एंड रिमेनिंग हाफ लगती है एट अ यूनिफॉर्म रेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या इंटरप्रेट करोगे कि स्टार्टिंग में 50% लग गया जेड, देन धीरे धीरे करके और लगेगा, एंड एंड तक आते आते उस पर 100% लग जाएगा जेड। तो ऑन एन एवरेज क्या बोलोगे कि जेड कितना लगा हुआ है सारी यूनिट्स के अंदर, 50 + 100/2 यानी 75% इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये x का 100%, y का 100%, z का 50% डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपना डब्ल्यूआईपी स्टॉक के अंदर सबसे पहले अपना कंपोनेंट आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का, कि डब्ल्यूआईपी स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी कितनी जुड़ी हुई है। तो x की कॉस्ट जो जुड़ी हुई है वो कैसे निकालेंगे, साल भर में आपका जो स्टॉक कंज्यूम हुआ है वो कंज्यूम हुआ है 45 लाख का। ठीक है, इसमें से हाफ मंथ की कॉस्ट जो होगी वो आपके डब्ल्यूआईपी के अंदर फंसी हुई है, 45 लाख इंटू हाफ मंथ। हाफ को अपने को 0.5 लिखना है, हाफ को गलती से 1/2 मत लिख देना, हाफ को 0.5 लिखना है, क्योंकि 1/2 अर्थ का अनर्थ, 0.5 लिखना। ठीक है, तो 0.5/12 लिखोगे, 0.5/12, इसमें से हाफ मंथ की जो कॉस्ट है आपके डब्ल्यूआईपी के अंदर फंसी हुई है। लेकिन ये भी पूरी पूरी नहीं लेनी, ठीक है, मतलब एक्स के केस में पूरी पूरी लेनी है 100% की, क्योंकि 100% लगा हुआ एक्स तो। ठीक है, लेकिन जब अपन जेड में आएंगे तो अपने को उसका 75% ही लेना है कॉस्ट का। कैसे, वाई का कैसे निकालेंगे, 1050 लगा हुआ है साल भर का, 1050 में से 0.5 मंथ्स का आपका वाई के अंदर कॉस्ट लगा हुआ है, जिसको अपन इंटू 100% कर देंगे, क्योंकि 100% लगा हुआ है वाई। तो जेड के केस में भी इंटू 0.5/12 करेंगे, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 75% से, क्योंकि ऑन एन एवरेज जितनी भी डब्ल्यूआईपी यूनिट्स हैं उनके अंदर जेड तो सिर्फ 75% ही लगा हुआ है, तो इसलिए अपने को उसको 75% से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये अपना टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया डब्ल्यूआईपी स्टॉक के अंदर। अब डब्ल्यूआईपी के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट नहीं है, जितनी भी वर्क्स कॉस्ट के एलिमेंट्स है वो सारे हैं। वर्क्स कॉस्ट में क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, वेजेस आ गया, ओवरहेड्स आ जाएगा। अब वेजेस की बात करते हैं। वेजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन के अंदर कोई भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दे रखा है, तो उन्होंने एवरेज अपन क्या पकड़ के चलेंगे, 50% पकड़ के चलेंगे, वही अपना डिफॉल्ट अजम्पशन है। ओवरहेड्स के अंदर भी 50% पकड़ के चलेंगे। ठीक है, अच्छा अगर सर ये नहीं दे रखा होता तो क्या करते अपन यूजुअली 100% पकड़ते हैं, रॉ मटेरियल मैंने बात करी ना,
रॉ मटेरियल का 100%, उन दोनों का 50-50%। ठीक है, तो वेजेस अपनी कितनी हो गई? वेजेस अपनी है 3750 की। तो 3750 साल भर की है, इसमें से जो हाफ मंथ की होगी वो अपनी डब्ल्यू में फंसी होगी, 3750 इंटू 0.5/12। लेकिन इसका सिर्फ 50% लेंगे क्योंकि सब में पूरा नहीं लगा हुआ है, 50% लगा हुआ है उन्होंने एवरेज। तो अपना वेजेस का भी निकल के आ गया। सेम इसी तरीके से ओवरहेड्स का भी करेंगे। ओवरहेड्स ले लो साल भर का, उसको इंटू 0.5/12 करो, इंटू 50% करो, आपके पास ओवरहेड्स की कॉस्ट आ जाएगी। दैट मीन्स डब्ल्यूआईपी के अंदर जो तीन कॉस्ट थी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वेजेस की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की कॉस्ट, वो तीनों का टोटल लेता है तो आपका डब्ल्यूआईपी स्टॉक के अंदर कॉस्ट इतनी हो जाएगी। 4 लाख की कॉस्ट आपके डब्ल्यूआईपी स्टॉक के अंदर फंसी हुई है। क्लियर? ये डब्ल्यूआईपी स्टॉक तक की कहानी हो गई। फिनिश गुड स्टॉक अपन ने बात कर ली थी। अब अपन आते हैं डेटर्स के ऊपर। डेटर्स के लिए अपने को क्या करना होगा? अपने को चाहिए होगी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स चाहिए होगी, लेकिन क्रेडिट सेल्स की भी पूरी पूरी वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि अपन ने क्या बात करी है, जो डेटर्स होते हैं अपने को लेनी है कॉस्ट, कि कॉस्ट मेरी कितनी इन्वेस्टेड है। क्रेडिट सेल के अंदर तो अपना प्रॉफिट भी होता है, मैंने आपको भी बताया। क्रेडिट सेल के अंदर तो अपना प्रॉफिट भी होता है। क्रेडिट सेल कैसे निकल के आई होगी? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के अंदर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, मैंने कोई खर्चा नहीं किया प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट मुझे मिलेगा, लेकिन मेरा पैसा ब्लॉक नहीं है प्रॉफिट के अंदर, मैंने पैसा अटका नहीं रखा है। मेरा जो अटका रखा है वही कॉस्ट है, क्योंकि ये मैंने खर्चा किया है जेब से, तब जाके ये मेरा अटका हुआ है। इसमें मैंने कोई खर्चा नहीं किया प्रॉफिट के लिए, बस मुझे मिलने वाला है ये। तो मुझे वर्किंग कैपिटल के अंदर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल लेनी पड़ती है, लेकिन जब अपन होल्डिंग पीरियड निकालते हैं तब अपन टोटल क्रेडिट सेल लेते हैं। तो अपने को क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। जो मैंने वर्किंग यहां पे निकाली है, ये है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ टोटल सेल्स है। इसमें से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी है, तब जाके मेरे पास निकलेगा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो मुझे क्या चाहिए कि टोटल सेल्स में से कितना क्रेडिट के ऊपर है, मुझे नंबर चाहिए। ठीक है, टोटल सेल्स में से कितना क्रेडिट के ऊपर है, कहां निकलेगा? यहां पे आपको दे रखा है 25% ऑफ द टोटल सेल्स इज ऑन कैश बेसिस एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट बेसिस। तो टोटल में से 25% अगर कैश में है तो रिमेनिंग क्रेडिट पे कितनी हो जाती है? 75% की। दैट मीन्स इसमें से 75% जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? क्रेडिटर्स डेटर्स कैसे निकलेंगे? आपके 154.50 का आपका कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, उसमें से 75% आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल हो गया। अब ये आपकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स है एनुअल, उसमें से 2 महीने का आप डेटर्स को क्रेडिट पीरियड देते हो, तो 2 महीने की कॉस्ट जो है आपके डेटर्स के अंदर फंसी हुई है, तो इंटू 2/12 कर देंगे तो अपने पास डेटर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये अपना एक और एसेट हो गया। देन आपको कैश बैलेंस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना है। कैश बैलेंस भी अपना एक अलग से, अपना एक जो अपना कैश बैलेंस होता है, कैश बैलेंस भी अपना एक अलग से, एक सेकंड रुको यार, गिव मी सम टाइम। यस गाइस, यस गाइस। ठीक है, हाँ कहाँ थे अपन? अपन आ गए थे डेटर्स के ऊपर। कैश बैलेंस जो आपका था वो आपको अलग से क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, उसका आप ऐड कर देना, तो वो भी आपके टोटल करंट एसेट्स के अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है क्या, कि कैश बैलेंस जो है वो यहाँ पर तो अपन अलग से ले लेते हैं, लेकिन जो अपना ऑपरेटिंग साइकिल वाला मेथड है, ठीक है, उसके अंदर अपने को कैश बैलेंस अलग से ऐड करना पड़ता है फॉर्मूले के अंदर। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई कैश बैलेंस का रिक्वायरमेंट होता ना, जैसे क्वेश्चन में बोला होता कि मुझे कैश इतना मेंटेन करना है, अपन उसको यहाँ पे अलग से भी ऐड करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कैश जो आता है उसका इन्वेस्टमेंट इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर इनको अभी तक आया नहीं है, इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा आया है, कैश का नहीं आया, इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो कैश को अपने को अलग से ऐड करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यूजुअली क्वेश्चंस में नहीं आया, लेकिन एमसीक्यूज के अंदर टारगेट हो रखा है पॉइंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो एमसीक्यू मैराथन देखोगे तो उसके अंदर क्वेश्चन कराया है, उसके अंदर भी ये चीज़ ऑलरेडी इंकॉर्पोरेटेड है, वहाँ पे कवर करी है ये चीज़, तो आप वहाँ से उसको देख लेना एक बार। ठीक है, कैश बैलेंस को आपने ऐड कर दिया, सारे करंट एसेट्स आ चुके हैं। अब अपन आते हैं करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर। करंट लायबिलिटीज़ में अपने कौन कौन सी हैं? सबसे पहले क्रेडिटर्स आ जाएगा अपना। क्रेडिटर्स कैसे निकलेगा? हर एक जो भी अपन ने स्टॉक परचेज किया है उस पर अपना निकल के आएगा कि कितना कितना क्रेडिट मुझे मिला हुआ है। अब जो कंज्यूम्ड है वही परचेज है, तो सारा मेरा परचेज भी यही हो जाएगा। अब इन लोगों ने जितना जितना मुझे क्रेडिट पीरियड दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि इनमें मेरा कितना क्रेडिटर्स मुझे दे रखा है। मुझे दे रखा है कि मेरे पास एक्स में 2 मंथ्स मिला है, वाई में 1 मंथ मिला है, जेड में हाफ मंथ मिला है क्रेडिट पीरियड। ठीक है, तो इसको इसमें 2 मिला है तो इसको इंटू 2/12 कर देंगे तो मेरे पास निकल के आ जाएगा इसमें से क्रेडिटर्स कितना है। इसको इंटू 1/12 कर देंगे, इसको इंटू 0.5/12 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इससे आपके क्रेडिटर्स निकल के आ जाएंगे। देन आपको लेना है आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला हुआ है। यहाँ पे आपको क्या लाइन दे रखी है कि आपका एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल ओवरहेड्स इज 1 मंथ एंड हाफ मंथ फॉर डायरेक्ट लेबर, यानी आप इनको आउटस्टैंडिंग रखते हो। तो आउटस्टैंडिंग में आपकी करंट लायबिलिटी हो गई, तो कितना आउटस्टैंडिंग है वो आप लिखोगे, वो आपके करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है कि यहाँ पे आपको बोला हुआ पेमेंट ऑफ ऑल ओवरहेड्स। ऑल ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है?
जितने भी ओवरहेड्स क्वेश्चन के अंदर है, कौन कौन से ओवरहेड्स क्वेश्चन के अंदर है? क्वेश्चन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, ये भी है, देन सेलिंग ओवरहेड्स है, ये भी है। डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिप्रिसिएशन तो राजा कैश में ही नहीं है। जो आइटम पे ही नहीं हो रहा है कैश में, उसको आप आउटस्टैंडिंग कैसे रख सकते हो? वही बात है ना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ये दोनों आ जाएंगे। ये दोनों का जो टोटल है वो आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा कितने टाइम के लिए? वो आउटस्टैंडिंग होगा 1 मंथ के लिए, तो इंटू 1/12 कर देंगे, ठीक है। एक बार का कितना है वो निकल के आ जाएगा। लेबर जितनी है उसको इंटू 0.5/12 कर देंगे, तो वो कितनी आउटस्टैंडिंग है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स आ जाएगा 52,50,000 इंटू 1/12। कैसे निकला? टोटल ओवरहेड्स ये 30 लाख का, ये 22,50 का, तो टोटल हो गया 52,50,000 का। लेबर अपनी 37,50 की है, ठीक है। 52,50,000 37,50, इसको ये 1 इंटू 1/12 कर दिया, इसको इंटू 0.5/12 कर दिया, ये मेरा निकल के आ गया। ये मेरा आ गया टोटल करंट लायबिलिटीज। टोटल करंट एसेट्स मैंने ऊपर लगा दिया, टोटल करंट लायबिलिटीज मेरा आ चुका है। सी माइनस सीएल करेंगे तो मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए वो आ जाएगा। सी माइनस सीएल मेरा हो जाएगा कितना? 3675। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एक सेफ्टी मार्जिन भी मेंटेन करना है। सेफ्टी मार्जिन कितना होना चाहिए आपका? कंपनी इंटेंड्स टू इंक्रीज द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय 10% टू मीट द कंटिजेंसीज। मतलब वो 10% से अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाना चाहती है, ताकि कुछ इधर उधर हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टेड पड़ा हुआ वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो जितना भी अपना निकल के आएगा ना, अपन उसके ऊपर 10% और ऐड कर देंगे। ये निकल के आया, इसका 10% अपन ने और ऐड कर दिया, तो अपना टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल के आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। स्टेप 1 क्या था? आपने क्वेश्चन बनाई। स्टेप 2 क्या था? आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स निकाल लिए। यही था। ध्यान देने वाली बातें क्या थी इसके अंदर? ध्यान देने वाली बातें ये थी कि सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये था कि आपका जेड का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। वो ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। देन वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं बता रखा तो 50% आएगा। दूसरा 1/हाफ मंथ, ये हाफ मंथ है, हाफ मंथ को अपन लिखते हैं 0.5/12, ना कि 1/2, क्योंकि 1/2 तो 6 मंथ्स हो जाएगा ना एक तरीके से, ठीक है। तो इनको अपन 0.5/12 लिखेंगे, लिखना होगा, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। दूसरा पेमेंट ऑफ ऑल ओवरहेड्स दे रखा है, तो सारे ओवरहेड्स आ जाएंगे यहाँ पे। वो चीज़ मैंने यहाँ पे नोट भी कर दी है कि यहाँ पे क्या गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, लिख के कर लेना, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। बताना कमेंट सेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3 पे आते हैं। फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट टू XYZ कंपनी। ये एनुअल फिगर्स अपने को दे रखी है, ठीक है। दैट मीन्स ये सेल्स है 36 लाख की, मटेरियल कंज्यूम्ड है 9 लाख का, एंड इनके आगे इनकी पॉलिसी भी दे रखी है कि सेल्स 2 मंथ क्रेडिट के ऊपर है, मटेरियल कंज्यूम 2 मंथ क्रेडिट के ऊपर है, वेजेस पेड 1 मंथ लैग है इसके अंदर। लैग यानी डिले, डिले यानी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब फोन वाला लैग होता है ना कि अपन ने दबा दिया बट वो 2 मिनट बाद जाकर एग्जीक्यूट हो रहा है, वही, ठीक है। वेजेस पेड 720 का। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखे हैं आपको 960 के, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यानी इसके अंदर डिप्रेशन नहीं है, ये कैश वाले हैं सारे। आगे दे रखा है कि 1 मंथ अरियर के अंदर पे होते हैं। देन आपको बोला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 मंथ लैग इन पेमेंट। मैं आपको बताऊंगा, अभी मुझे पता है आपके यहाँ पे क्लासिक डाउट क्या आता है कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मुझे कहाँ पे जोड़ना है, क्या मुझे उसको सीओजीएस के अंदर लेना है या मुझे सीओजीएस के बाद लेना है? इसमें आएगा आपका एड्रेस हो जाएगा डाउट। तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में 1 मंथ लैग इन पेमेंट है 240 का है। देन आपको दिया सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस पेड क्वार्टरली इन एडवांस 120 का। आगे आपको बोला है कंपनी सेल्स इज प्रोडक्ट्स ऑन अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 125%। एंड आगे बोला डिप्रेशन इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? देखो, आपको बोला है कि जो 25% का ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी कमाती है, लेकिन जब अपन ने 25% ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, तो जो अपन ने कॉस्टिंग करी होगी, उस कॉस्टिंग के अंदर अपन ने डिप्रिसिएशन को भी जोड़ रखा है, यानी डिप्रिसिएशन इंक्लूड करने के बाद अपना ग्रॉस प्रॉफिट 25% का होता है। समझ गए आप, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी। देन आपको बोला है कि स्टॉक रखती है कंपनी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का 1 मंथ का, कैश बैलेंस रखती है 1 लाख का, सेफ्टी मार्जिन 20% का मेंटेन करना है, कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी ऑन अ कैश कॉस्ट बेसिस, यानी डेप्रिसिएशन और इग्नोर वर्क इन प्रोग्रेस बोला है। तो आपने मतलब कैश कॉस्ट पे बोला तो डेप्रिसिएशन अपनी कॉस्ट के अपनी वर्किंग कैपिटल के अंदर नहीं जुड़ने वाला, ठीक है। वो तो आपको समझ में आ गया। दैट मीन्स अपने को सर डेप्रिसिएशन के बारे में सोचना ही नहीं कुछ भी। हाँ, वर्किंग कैपिटल के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं आने वाला, लेकिन अभी अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये कि अपन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो अपने को फिगर आउट करना है। सबसे पहले तो वो अपन कब कर सकते हैं फिगर आउट? वो अपन तब कर सकते हैं जब अपने को सेल्स दे रखी हो एंड अपने को ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दे रखा हो। ये दोनों अगर मुझे दे रखे हो तो मैं फिगर आउट कर सकता हूं कि मुझे एडमिन एक्सपेंसेस कहां पे लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में। अगर ये दोनों में से एक भी नहीं दे रखा होता तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाता, तो फिर मैं एडमिन एक्सपेंसेस को डायरेक्टली आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेता, जहां पे उसकी एक्चुअल जगह है। एक्चुअल जगह अपनी कहां है? अभी तक अपन क्या बात करते आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आता है एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहीं पे आता। अगर ये दोनों मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं चेक कर सकता हूं कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आने वाला है कि नहीं आने वाला है। इसका मैंने क्लास के अंदर बहुत ही प्यारा सा चार्ट बताया था, ठीक है। जो अगर आपको नीडेड हो तो आप मुझे बताना,
जिसके अंदर मैंने सारे केसेस पॉसिबल जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, कुछ बचा ही नहीं इस टॉपिक में, सब कुछ डिस्कस कर लिया। अगर आपको नीड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका कॉपी डाल दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए, इसका तो कंफ्यूजन एकदम ही खत्म हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, ठीक है। लेकिन अभी चलो अपन एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मैं आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो बताता हूँ, ठीक है। देखो, जब आपके पास सेल्स और अवेलेबल है ग्रॉस प्रॉफिट रेट, तो आप पता लगा सकते हो कि आपका एडमिन एक्सपेंसेस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ अलग अलग केसेस होते हैं। सबसे पहला केस क्या है कि आपको दे रखा है, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखा है वो निकल के आया है डेप्रिसिएशन को जोड़ने के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, सेल्स में से अगर मैं 25% ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डेप्रिसिएशन आइडियली जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो जब मैं इस सेल्स में से जीपी माइनस करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होगा। कितना बनेगा? 36 लाख माइनस 25%, 36 लाख माइनस 25%, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 27 लाख का हो जाएगा। दैट मींस क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होना चाहिए 27 लाख का। अब अपन चेक करते हैं जो आइटम्स अपने को दे रखे हैं उनको जोड़ने पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी बनती है। अपने को दे रखा मटेरियल, वेजेस एंड कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इन तीनों को अपन टोटल करेंगे तो कितना निकल के आएगा? इन दोनों को अपन टोटल करेंगे तो निकल के आएगा 25,80,000, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इसमें एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, क्योंकि अपने को कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। तो ये अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 25,80,000 का। क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होना चाहिए था 27 लाख का, एंड अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आ रहा है 25,80,000 का। तो अभी जो बीच में डिफरेंस होगा ये अपन किसको असाइन करेंगे? 1,20 का डिफरेंस आ रहा है, ये अपन किसको असाइन करेंगे? ये अपन असाइन करेंगे डेप्रिसिएशन को, कि 1,20 का जो डिफरेंस आया ये डेप्रिसिएशन की वजह से आया, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन की वजह से आया, 1,20 का डिफरेंस आया डेप्रिसिएशन की वजह से आया। दैट मीन्स जो अपना एडमिन एक्सपेंसेस है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि 1,20 का डिफरेंस अपन ने डिप्रिसिएशन को असाइन कर दिया। क्लियर बात है ये? अब एक चीज मेरे साथ मुझे बताना, सर एडमिन एक्सपेंसेस वैसे भी 240 का है, 1,20 के अंदर वैसे भी 240 का एडमिन एक्सपेंसेस नहीं आ सकता, ठीक है। वो चलो अलग बात है। मुझे बताओ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 240 की जगह 1 लाख भी होता तो आप क्या करते? तब भी 1,20 का डिफरेंस अपन डिप्रिसिएशन को ही असाइन करते हैं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? डिप्रिसिएशन की होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि डिप्रिसिएशन आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर इंक्लूड होगा, एंड जो अपन ने निकाला है उसमें डिप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। 25,80 के अंदर अपने डिप्रिसिएशन नहीं है, तो जितना भी डिफरेंस होगा उसको सबसे पहले असाइन किसको करोगे? डिप्रिसिएशन को असाइन करोगे आप, इज ड्यू टू डिप्रिसिएशन। सिंपल सी बात, सबसे पहले डिप्रिसिएशन को असाइन करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को असाइन नहीं करोगे। दैट मीन जितना भी डिफरेंस आ जाए, चाहे एडमिन एक्सपेंसेस से बड़ा हो या छोटा हो, वो आपका एडमिन एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाहर ही आने वाला है। सपोज करो यहाँ पे जो कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है ये कैश वाला नहीं होता, यहाँ पे लिखा होता टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखा होता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो 1,20 का दे रखा होता। उस केस में आप क्या बोलते? उस केस में आप बोलते क्या कि देखो, ये जो 27 लाख का आपने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने ऐड करके निकाला आइटम्स को, उसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं वो कैश वाले नहीं है, वो टोटल वाले हैं जिसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, उनका टोटल भी 25,80 का निकल के आ रहा है। दैट मीन्स डेप्रिसिएशन जोड़ने के बाद में भी डिफरेंस जो है वो 1,20 का है, ठीक है। तो 1,20 का डिफरेंस अब किसकी वजह से हो जाएगा? डेप्रिसिएशन की वजह से तो नहीं है अब वो, क्योंकि दोनों में आ गया डेप्रिसिएशन, तो इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया। तो अब उस 1,20 के डिफरेंस को अपन असाइन कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी 1,20 लाख के ही है, समझा? तो पहला प्रायोरिटी जाएगा डेप्रिसिएशन को, सेकंड प्रायोरिटी जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, ये आपको समझना है, ठीक है। चलो, अब जितना था इस क्वेश्चन के अंदर मैंने उससे एक्स्ट्रा बता दिया आपको, कि अगर क्वेश्चन में कुछ एग्जाम में कुछ और आ जाए तो मैंने आपको बता दिया, वो कहीं पे भी कवर्ड नहीं है, आज तक किसी क्वेश्चन में इतना आया नहीं, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। कि अगर आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं मांगता है, ठीक है। चलो, तो अपने को मालूम पड़ गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाहर आएगा, तो अपना बेसिकली कॉस्ट शीट रेडी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। कॉस्ट शीट बना लेते हैं अपना। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, वेजेस आ जाएंगे, कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। ये अपना टोटल आ जाएगा कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25,80 का आ गया। सर डेप्रिसिएशन निकाल के आपने क्या 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 कर लिया? इससे क्या कर लेंगे अपन? बस पता लगाना था कि डिफरेंस किसकी वजह से है, क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आना वाला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं आने वाला है। डेप्रिसिएशन का तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अपने को चाहिए ही नहीं वर्किंग कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो अपने को तो चाहिए नहीं, तो अपन वो यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले। अपने को जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए वो कैश वाला ही चाहिए, ठीक है। वो 25,80 का ही होने वाला है। अब उसके आगे ऐड कर देंगे अपन क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आने वाले हैं, एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,20 के,
इन सबको ऐड कर देंगे तो मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 2940 की। क्लियर, 2940 की आ गई। अब ये मत बोलना सर 120 का तो ये भी था सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, तो हो सकता है ये आ जाए। अरे नहीं भाई, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस तो हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ही आता है। अपने पास जो कश्मकश होती है, कंफ्यूजन होता है, वो किस में होता है? वो अपना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर, ना कि सेलिंग प्रमोशन के अंदर। ठीक है, समझा आपको? तो ये अपना टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, कैश में है पूरा। ठीक है, चलेगा। अब अपन आते हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के ऊपर। सबसे पहले अपन निकालेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक के बारे में बोला है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दोनों के बारे में बोला है कि 1 महीने का रखते हैं। तो साल भर का अपन इतना रखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें से 1 महीने का अपना स्टॉक में रहेगा 1/12। तो 9 लाख इंटू 1/12। फिनिश गुड स्टॉक भी बोला है 1 महीने का रखते हैं, वो किसके भी वैल्यू होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर होगा। तो 2580 इंटू 1/12। ठीक है, 2580 इंटू 1/12। देन आपका डेटर्स है। डेटर्स को आपने बोला है कितने महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं अपन? 2 मंथ्स का देते हैं। ठीक है, एंड अपने को क्रेडिट सेल जो बोली है सारी क्रेडिट के ऊपर लेंगे, कोई कुछ बोला नहीं है। सेल से आगे लिखा हुआ है 2 मंथ क्रेडिट, दैट मीन्स सारी की सारी जो सेल्स है वो 2 मंथ्स क्रेडिट के ऊपर है। तो अपनी जितनी भी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आई 2940 की, ये सारी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स हो जाएगी। ठीक है, सारी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल हो जाएगी, सारी यूज करेंगे अपन डेटर्स निकालने के लिए। तो 29,40,000 एक बार की कॉस्ट, साल भर की कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स है, इसमें से 2 महीने की कॉस्ट अपने डेटर्स के अंदर फंसी हुई है। तो 2940 इंटू 2/12 निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका डेटर्स भी हो गया। अब और कौन कौन सा है? कैश का बोला हुआ था कि 1 लाख का मेंटेन करना है, वो भी अपन ने ले लिया। अब और कौन कौन सा आइटम करंट एसेट्स के अंदर आना बाकी है? ठीक है, डेटर्स ले लिया अपन ने, यहाँ पे देखते हैं। मटेरियल को अपन ने 2 महीने उधारी पे लिया है, करंट लायबिलिटी में आएगा। वेजेस में लाएगा, ये करंट लायबिलिटी में आएगा। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अरियर में पे हो रहे हैं, यानी ये भी लायबिलिटी में आएगा, ये भी लैग में है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस एडवांस में है, तो इसके अंदर अपना प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस अपना क्या हो जाता है? करंट एसेट्स हो जाता है। एक 20 साल भर का है, जिसमें से बोला है क्वार्टरली एडवांस देते हैं, यानी जितना एक क्वार्टर का है, क्वार्टर कितना होता है सर? 250 ml? नहीं नहीं, 3 महीने। 250 ml सुबह वाले में नहीं होता, सुबह अपने को 3 महीने का बात करना होता है, 250 ml शाम में। ठीक है, चलो। तो एक 20 अपना साल भर का है, जिसमें से क्वार्टरली अपना एडवांस हो जाएगा। क्वार्टरली यानी 3 महीने का जो भी होगा वो अपना एडवांस में रहेगा। तो 3/12 कर देंगे अपन, या फिर 1/4 कर दो। चार क्वार्टर है, उसमें से एक क्वार्टर का एडवांस रहता है। ठीक है, तो ये अपना एडवांस और प्रीपेड सेल्स एक्सपेंस 120 इंटू 1/4, तो एक क्वार्टर का अपना एडवांस आ गया 30,000 का। ये अपने टोटल करंट एसेट्स हो गए। अब अपन आएंगे टोटल लाइबिलिटीज की तरफ, करंट लाइबिलिटीज की तरफ। सबसे पहले क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स को बोला है कि अपन को मिला है 2 महीने का उधारी, तो अपन ने परचेस कितना किया है? जितना अपन ने कंज्यूम किया उतना ही परचेस किया है। तो 9 लाख इंटू 2/12। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला है, वो टोटल वेजेस लेंगे इंटू 1/12 कर देंगे। देन आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे, कैश वाले हैं सारे, 960 इंटू 1/12 कर देंगे। देन एडमिन एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग है 1/12, तो 1/12 कर देंगे उसको भी। तो टोटल करंट लायबिलिटीज निकल के आ गई। सी ए माइनस सी एल किया, देन आपको बोला 20% मार्जिन ऐड कर देना, तो 20% मार्जिन ऐड कर देंगे, तो अपना यहाँ पे टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड निकल के आ जाएगा। सिंपल, समझ गया? चलो, अब इसी इसी के तर्ज के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, जो और अच्छा क्वेश्चन है। मैनेजमेंट ऑफ ट्रक्स कंपनी लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस एंड कंसल्ट्स यू टू प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। ठीक है, कंपनी ने कोई फॉलोइंग एनुअल इन्फॉर्मेशन दी है, क्या? कि सेल्स है मेरी 18 लाख की, जो है डोमेस्टिक एट 1 मंथ क्रेडिट। देन आपको दिया एक्सपोर्ट एट 3 मंथ क्रेडिट, इसका 8 लाख 10 है साल भर का। यहाँ पे क्या बोल रहा है? डोमेस्टिक सेल्स अलग है, एक्सपोर्ट्स अलग है, दोनों के ऊपर उधारी का पीरियड ही अलग अलग है। डोमेस्टिक पे 1 मंथ का है, एक्सपोर्ट पे 3 महीने का है। एंड एक्सपोर्ट के बारे में क्या बोला? इसकी सेल प्राइस भी 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस है, यानी बाहर जब हम बेच रहे हैं तो सस्ता करके बेच रहा है, 8-10 का। देन आपको मटेरियल यूज दे रखा है 675 का, इसके ऊपर आपको उधारी का पीरियड दे रखा है कि आपने कितना उधारी लिया हुआ है। लैग एंड पेमेंट ऑफ वेजेस है हाफ मंथ का, यानी साल भर की वेजेस हो जाती है 540 की। ठीक है, देन आपको लैग एंड पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखा है कैश में 1 मंथ का, एंड आपको बोला है साल भर की 165 की। सेम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ गया 1 मंथ का लैग, यानी साल भर की 180। देन अगेन सेलिंग एक्सपेंसेस पेबल क्वार्टरली एंड एडवांस, साल भर की 1,12,500। वैसा ही है, सिमिलर सा, बस इसके अंदर एक नया पॉइंट डाल दिया है एक्सपोर्ट्स वाला। देन एक इनकम टैक्स आ गया है इसके अंदर, इसकी भी अपन बात करने वाले हैं आगे। आगे आपको बोला रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये लोगों को थोड़ा अच्छे से लिख के देना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर गलती है, स्टडी मैट का है तो गलती है। यहाँ पे ये लोगों को क्लियरली देना चाहिए था कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन डोमेस्टिक सेल्स। इनको लिखना चाहिए था कि डोमेस्टिक सेल्स की रेट है। ठीक है, जो उन्होंने नहीं लिख के दिया, तो उनको देना चाहिए था। देन आपको बोला है इग्नोर वर्क इन प्रोग्रेस एंड डेप्रिसिएशन, तो वर्क इन प्रोग्रेस को इग्नोर करो और डेप्रिसिएशन को इग्नोर करो। दैट मीन्स जब मैं चेक करने जाऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मुझे जो भी डिफरेंस आएगा वो डेप्रिसिएशन को असाइन नहीं करना है। इसने बोला इसको इग्नोर कर देना, तो डेप्रिसिएशन को असाइन नहीं होगा इस बार। इसलिए मैं आपको पहले बताता कि असाइन कब करना है कब नहीं करना है, अब आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, आगे बोला है 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स ईच एंड बिलीव्स इन कीपिंग 2,50,000 अवेलेबल टू इट इंक्लूडिंग द ओवरड्राफ्ट लिमिट। अभी एक नया पॉइंट आ गया ओवरड्राफ्ट लिमिट का, बात करते हैं इसके ऊपर अपन। ठीक है, 10% मार्जिन जोड़ना है एंड आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे कुछ बोला है क्या आपको कि कैश कॉस्ट पे करना है, क्या करना है, तो अपन कैश कॉस्ट पे करेंगे। अच्छा, और यहाँ पे बोला भी डेफिनेशन को इग्नोर करो, दैट मीन्स इंडिकेशन है कि कैश कॉस्ट पे ही करना है अपने को। नहीं भी बोला था तो भी अपन कैश कॉस्ट पे करते हैं। अब इसके अंदर अपनी खासियत क्या हो जाती है, सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे मेरे पास सेल्स भी अवेलेबल है एंड मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी अवेलेबल है। तो मैं चेक कर सकता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं क्या वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जुड़ते हैं या उसमें नहीं जुड़ते हैं, उसके बाद में आते हैं। कैसे चेक करूंगा, मुझे पहले इसके हिसाब से जो कंपनी ने डेटा दिया है उसके हिसाब से मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। देन मुझे करना पड़ेगा जो मुझे एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको जोड़ के मैं देखूंगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या इनसे जुड़ के बन जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जोड़ने के बाद उतना बनता है। तो पहले मुझे कंपनी के डेटा के हिसाब से निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे, सेल्स दे रखा है, सेल्स बस अपन ग्रॉस प्रॉफिट लेस करके देखेंगे कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच ये है कि यहाँ पे सेल्स एक नहीं है, दो दो है, ये डोमेस्टिक वाली है, ये एक्सपोर्ट्स वाली है। ठीक है, सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट 20% का है, डोमेस्टिक वाली पे ग्रॉस प्रॉफिट 20% का है, एक्सपोर्ट वाली के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो दे नहीं रखा है। लेकिन फॉर श्योर उसकी रेट जो होगी डोमेस्टिक वाले से अलग ही होगी क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो अलग है। तो अपने को पहले इसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालनी पड़ेगी एक्सपोर्ट्स की, तब जाके अपन उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके दोनों की अलग अलग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अपने सबसे पहले वही काम करते हैं, सबसे पहले अपन ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाल लेते हैं डोमेस्टिक से लेके एक्सपोर्ट तक की। डोमेस्टिक की आपको दे रखी है 20% की है, लेट से उसकी सेलिंग प्राइस अगर 100 की है डोमेस्टिक की, ठीक है, तो 20% ग्रॉस प्रॉफिट है उसके ऊपर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया उसका एक यूनिट का, 100 माइनस 20, 80 रुपीज पर यूनिट बन गया। ठीक है, अब अपन आते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, 80 रुपीज डोमेस्टिक को बनाने में लगता है तो 80 रुपीज ही एक्सपोर्ट वाले को बनाने में भी लगता होगा। तो यूनिट तो एकदम सेम है ना, सेलिंग प्राइस अलग अलग है लेकिन बन तो सेम ही रही है, बन तो एक ही जगह पर रही है। ठीक है, फर्क बनता है कि अच्छा ये एक्सपोर्ट में चला गया डोमेस्टिक में चला गया, लेकिन उनकी मंजिल अलग 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 हो गई उनकी, लेकिन रास्ते तो सेम ही थे ना वहां तक पहुंचने के। फिनिश गुड्स वेयरहाउस तक तो दोनों सेम ही जगह तक पहुंचे ना, वहां से अलग अलग हो गए ना, बस वही बात है। तो दोनों की कॉस्ट ऑफ गुड्स तो सेम ही है। ठीक है, तो अब 80 है, यही सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसकी होगी, एक्सपोर्ट्स वाले यूनिट की भी होगी, लेकिन एक्सपोर्ट वाले की सेलिंग प्राइस अलग हो जाएगी बस, कि इसकी अगर अपने 100 ली थी तो एक्सपोर्ट वाले की हो जाएगी 100 माइनस 10%, 10% बिलो बोला है तो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90 रुपीज़ की, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 की है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया एक यूनिट के ऊपर, 10 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, तो 90 रुपीज़ के ऊपर 10 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, या फिर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल के आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 90, 10 डिवाइड बाय 90 इज 11.11%, सिंपल। ठीक है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका भी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास, डोमेस्टिक का भी आ गया, इन दोनों की सेल में से इनके दोनों की ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दो तो आपके पास इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। फिर चेक करना कि जो कंपनी ने जो डेटा दिया है इसके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है क्या उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, दोनों की सबसे पहले यहाँ पे सेल्स वैल्यू ले लेंगे, इसके 18 लाख है, इसके 8 लाख 10 है, इसमें से अपन ने इनका ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दिया। 18 लाख पे 20% है तो 3 लाख 60 हो गया, 8 लाख 10 पे अपना 11% है तो वो 90,000 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने पास सीओजीएस आ जाएगा, इसको अपन सीओपी भी बोल सकते हैं क्योंकि इक्वली होता है, एग्जिस्टिंग वाला केस है। तो 1440 हो गया, 720 हो गया, दोनों का टोटल करते तो कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2160 आ जाएगा, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शुड बी 21,60,000। अब अपन चेक करते हैं नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के कि 2160 किन को जोड़ के बनता है, क्या ये बिना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बन जाता है या उसके बिना नहीं बनता है, अपन ये चेक करेंगे। तो अपन नीचे चेक करते हैं कि चेक इफ एडमिन एक्सपेंसेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नॉट। जो अपने को एलिमेंट्स दे रखे हैं रॉ मटेरियल, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उनको अपन ऐड कर लेते हैं। रॉ मटेरियल ले लिया जो क्वेश्चन में दे रखा है वही, वेजेस ले लिया जो क्वेश्चन में दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ले लिए अपन ने कैश वाले जो वही दे रखे हैं, अपने को डेफिनेशन इग्नोर करने को बोला हुआ है। ठीक है, इनको अपन ने जोड़ा तो अपना बनता है 1980, जबकि होनी कितनी चाहिए थी क्वेश्चन के हिसाब से 2160 की। ठीक है, तो कितना गैप आ गया 2160 से लेके 1980 में गैप आ गया 180 का गैप आ गया। अभी 180 का गैप किसको साइन करें अपन, डेफिनेशन को तो नहीं करना है, क्वेश्चन में सीधे मना कर दिया हम लोगों ने कि डेफिनेशन को इग्नोर करो। अब देखते हैं कि ये 180 का गैप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वजह से है कि किसी और की वजह से है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोला हुआ है 180 का ही है, दैट मींस वो 180 का गैप किसकी वजह से है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वजह से है। सर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2 लाख होता तो फिर अपन मानते कि वो 180 का जो गैप है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वजह से नहीं है, वो 180 अपन
अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को असाइन कर देते हैं। एंड फिर ये 2 लाख जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद में आते हैं। ठीक है, यानी जब जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली इसकी इक्वल है तभी आपको मानना है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वजह से है, अदरवाइज उसकी वजह से नहीं है। तो डिफरेंस कितना आया 180 का, ये पूरा अपन मानेंगे किसकी वजह से है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वजह से है। दैट मीन आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी जुड़ना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन में जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है उतना निकल के आएगा। ठीक है, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर, समझ में आ गया आपको यहाँ तक का? तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बनेगा। अब अपन ने क्या किया है, अपन डायरेक्टली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक तो अपन डायरेक्टली पहुंच गए थे, अपन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो डायरेक्टली पहुंच गए थे सेल्स में से जीपी माइनस करके। एंड अपनी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी इतनी है 2160 की है। अपन ने बात करी ना कि 180 अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जुड़ना चाहिए था, 1980 का इन तीनों को मिला के बनता है एंड 180 का ये जोड़ के बनता है। तो टोटल कितना हो गया इसका मिला के भी 2160 ही हो गया। दैट मीन्स अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2160 की है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के आगे अपने को क्या चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए होता है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि अपने को जो कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए वो भी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स का अलग अलग चाहिए, एक साथ कॉमन नहीं चाहिए मुझे, दोनों का अलग अलग ही चाहिए। क्यों अलग अलग चाहिए, क्योंकि दोनों का क्रेडिट पीरियड भी अलग अलग है, ये 3 मंथ पे ये 1 मंथ पे। तो मुझे दोनों का जब डेटर्स निकालूंगा तो मुझे दोनों के क्रेडिट पीरियड को दोनों के अलग अलग कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों की मुझे अलग अलग कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल चाहिए। अभी यहाँ पे जो मैंने निकाला है, मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक तो दोनों का अलग अलग निकाल ही दिया है, मुझे अब इसको आगे बढ़ा के कॉस्ट ऑफ सेल्स तक भी पहुंचाना है दोनों की अलग अलग। कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो अभी तक खर्चे नहीं आए हैं, जो आगे आने वाले हैं उनको और ऐड कर दो इनके अंदर अलग अलग करके। कौन कौन से खर्चे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अभी तक नहीं आए हैं, मटेरियल आ चुका है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, वेजेस आ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग आ चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिस्सा है। कौन सा बचा, सिर्फ एक बचा, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आया है। ये आपको अभी और कर चाहिए इन दोनों के अंदर, तब जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन इसको दोनों को, इसको अपने को दोनों के अंदर अलग अलग चाहिए, दोनों का अलग अलग चाहिए, एक साथ टोटल नहीं, दोनों का अलग अलग। अब इन्होंने दे रखा है अपने को एक ही नंबर 1,12,500 का, तो अपन क्या करेंगे, 1,12,500 को अपन दोनों के बीच में स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं आपकी सेल्स वैल्यू के ऊपर, तो जितनी आपकी सेल्स वैल्यू है उसके प्रोपोर्शन में उनको स्प्लिट कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1,12,500 को इन दोनों की वैल्यूज में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का टोटल है 2160, तो 1,12,500 को 2160 से डिवाइड करो, 18 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका पोर्शन आ जाएगा। 21,60,000 से डिवाइड करो, 8,10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका पोर्शन आ जाएगा। सिंपल, दोनों की बुक वैल्यूज के बीच में अपन दोनों के सेल वैल्यू में अपने स्प्लिट कर दिया। 1,12,500 डिवाइड बाई 2160, सॉरी 6010, सॉरी 2160, 60, 2610, 2610। ठीक है, ये 2610 से अपन ने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया अपन ने इसको 18 लाख से, तो ये अपने पास इसका पोर्शन आ गया 77,586 का। ठीक है, देन वापस 2610 से अपन ने डिवाइड किया, तो ये नंबर है, मल्टीप्लाई कर दिया 8,10,000 से जो इसकी सेल्स वैल्यू है, तो अपना इसका पोर्शन भी निकल के गया 34,914 का। तो दोनों का इंडिविजुअल स्प्लिट निकल के आ गया अपने पास सेलिंग एक्सपेंसेस का। अब सीओजीएस में इनकी सेलिंग एक्सपेंस ऐड कर दोगे तो इनकी अलग अलग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ जाएगी, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी ये होती है। अपने को दोनों की अलग अलग से मतलब है। ये अपनी कॉस्ट शीट कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन आएंगे वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशन की तरफ, जिसमें अपना सबसे पहले आएगा करंट एसेट्स। उसमें सबसे पहला रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल के बारे में क्या बोला है, 1 मंथ का रखता है। किसके ऊपर निकलता है 1 मंथ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपना क्वेश्चन में कितना था, 675 का, 675 का था ना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो 675 का अपन ने लिया, इंटू 1/12 कर दिया। वो ये दोनों के लिए सेम ही निकलने वाला है, डेटर्स में फर्क आएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम तो साल भर में सेम ही है ना, दोनों का अलग अलग थोड़ी है, एक साथ ही बने दोनों तो। ठीक है, फिनिश गुड स्टॉक। फिनिश गुड स्टॉक भी बोला है 1 मंथ का है, किसके ऊपर निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर निकलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपना टोटल कितना है दोनों को मिला के, 2160 का, 2160 का। ठीक है, तो 2160 का इंटू 1/12 करेंगे, ये निकल के आ जाएगा। अब बात आती है डेटर्स की। वर्क इन प्रोग्रेस इग्नोर करने बोला हुआ है। डेटर्स के बारे में डोमेस्टिक का अलग, एक्सपोर्ट्स का अलग। डोमेस्टिक का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था वो यहाँ पे लिखो, सारा क्रेडिट के ऊपर है, कैश का कुछ बोला ही नहीं है, तो सारा क्रेडिट के ऊपर लेके चलेंगे। तो ये सारा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हो गया, ये पूरा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स ही है। ये डोमेस्टिक का है, इसको लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से, क्योंकि इसको अपन ने 1 महीने का उधारी दिया है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 से, क्योंकि इसको अपन ने 3 महीने का उधारी दिया है। ठीक है, इसको ये 1/12, इसको 3/12। देन आपको बोला प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंसेस है क्वार्टरली, साल भर के जो है उसको इंटू 1/4 कर दिया, तो ये आपका ये निकल के आ गया। देन अब आता है कैश। कैश का एडजस्टमेंट आ जाता है। कैश अपन बाद में आते हैं, इसमें नया पॉइंट है, बाद में अपन पहले जो अपने पढ़ा हुआ वो वाला एडजस्टमेंट खत्म करते हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर आएगा। क्रेडिटर से बोला अपन ने 2 महीने को उधारी लिए, जितना कंज्यूम किया उतना ही परचेस हो जाएगा। तो 675 कंज्यूम किया था, 675 ही परचेस भी हो जाएगा।
इंटू 2/12। देन आपके वेजेस आउटस्टैंडिंग थे, वो अपने आउटस्टैंडिंग वेजेस इंटू 0.5/12 कर दिया। आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग थे, इंटू 1/12 कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में थे, उनको 1/12 कर दिया। इनकम टैक्स का एक नया पॉइंट आने वाला है, तो अपने दो भी नए पॉइंट बचे, इनकम टैक्स वाला पॉइंट एंड अपना कैश वाला पॉइंट, ये दोनों डिस्कस करते हैं। बाकी अपना काम हो चुका है, ठीक है। बाकी का अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्विकली रिकैप कर लेते हैं। अपन ने क्या किया, अपन ने पहले अलग ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाला, दोनों का अलग अलग। क्यों निकाला? ताकि मैं दोनों की अलग अलग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच सकूं, ठीक है। क्योंकि दोनों के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रेट अगर अलग अलग है तो मुझे दोनों में से अलग अलग ही माइनस करना पड़ेगा, तभी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंचूंगा। वो मैं क्यों चाहता हूं? ताकि मैं चेक कर सकूं कि मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो मैंने निकाला अलग अलग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन मैंने चेक किया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जुड़ रहा है, ठीक है। दैट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो कितना हो जाएगा, 2160 का हो जाएगा। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इन द सेंस। बाकी बचा हुआ सेलिंग एक्सपेंसेस को मैंने इसमें स्प्लिट कर दिया, बस दोनों की अलग अलग कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। इन दोनों के अलग अलग कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं यूज करूंगा इनके डेटास निकालने के लिए। क्लियर? चलो अब अपन बात करते हैं दो एडजस्टमेंट अपने जो थे, इनकम टैक्स वाला एंड अपना कैश वाला। इनकम टैक्स के बारे में क्या बोला है कि इनकम टैक्स इज पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ विच 1 फॉल्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एक 168 का साल भर का है, जिसमें से बोला है कि एक फॉल कर रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि अपन इस साल की जो मेरी पेमेंट इंस्टॉलमेंट है वो एक अगले साल जाने वाली है, मैं क्वार्टरली पे करता हूं, और इस साल की एक अगले साल जाने वाली है। दैट मीन्स मेरा हमेशा एक क्वार्टर का डिले रहता है, तभी तो इस महीने का अगले साल स्पिल ओवर हो रहा है। या फिर आपको इनकम टैक्स और लाइबिलिटी के केस में आपको क्या सोचना चाहिए कि ईयर के एंड में मेरी कितनी लाइबिलिटीज बची होगी, आप उससे सोचो तो आपका सिंपल हो जाएगा कि ईयर के एंड में मेरी कितनी लाइबिलिटीज बची हुई होगी। ईयर के एंड में आपकी कितनी लाइबिलिटी बची होगी, एक इंस्टॉलमेंट की बची हुई होगी, तो एक इंस्टॉलमेंट की आपकी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा सोचना है आपको। 168 साल भर का है तो इंटू 1/4 करेंगे, आपका करंट लाइबिलिटी निकल के आ जाएगा। 168 इंटू 1/4 आपका निकल के आ गया 42,000 का। अब बात करते हैं कैश की। कैश के बारे में बोला है कि कंपनी रखना चाहती है अपने पास में 2.5 लाख का कैश अवेलेबल, ठीक है, इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 75,000 नॉट येट यूटिलाइज बाय द कंपनी। मतलब क्या है कि कंपनी 2.5 लाख का कैश रखना चाहती है एंड कंपनी के पास ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी है 75,000 की, यानी कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी तो 75,000 का ओवरड्राफ्ट कंपनी बैंक से लेके आ सकती है, बैंक उसको एक्स्ट्रा पैसे दे देगा 75,000 के, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 75,000 जब जरूरत पड़ेगी तो कंपनी बैंक से लेके आ सकती है, तो 75,000 कंपनी खुद के पास कैश में क्यों रखेगी? इसके अलावा जो बचेगा वो कैश में रखेगी ना, ठीक है। तो 2.5 लाख की उसको नीड है, अवेलेबल रखना चाहती है अपने पास में वो। 75,000 तो बैंक से वैसे अवेलेबल हो जाएगा, बाकी का कैश अपने पास रखेगी। तो कैश कितना हो जाएगा, 2.5 लाख माइनस 75,000, 2.5 लाख माइनस 75,000, 2.5 लाख माइनस 75,000 यानी 175। ये आपके टोटल करंट एसेट्स हो जाएंगे, ये आपकी टोटल करंट लाइबिलिटीज हो जाएगी। माइनस करके आपके पास आ गया सी ए माइनस सी एल, सी इसके ऊपर आप 10% मार्जिन ऐड कर दोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल के आ गया। क्लियर, खत्म, ठीक है। इस पे अपन फिफ्थ वाले बाद में आएंगे, अपन पहले आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। सिक्स वाले को अपन आ जाते हैं। ये अपना न्यू कंपनी लिख के हो गया ना, वहां तक बताना कमेंट में, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। न्यू क्वेश्चन, न्यू न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कंपनी, या फिर आप न्यू बिजनेस वो भी बोल सकते हो, सारे नाम है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली दे रखा होगा कि ये न्यू कंपनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एबीसी लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, तो अभी भी बन के आ रही है, ठीक है। यहाँ से अपना न्यू वाला स्टेट के स्टार्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अभी आ रखा है आपके ताजा ताजा एमटीपी के अंदर, लेकिन इसके अंदर गलतियां थी, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन की भावना बहुत अच्छी थी। तो भले से उससे गलती हो गई, लेकिन भावना अच्छी थी, तो भावना की कदर करनी चाहिए अपने को, तो उसको मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसको सुधार के आंसर क्वेश्चन सब सुधार के मैंने रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, ये है 6 मार्क्स का। अब अपने को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर सारी जो अपनी यूनिट्स होती है अलग अलग हो जाती हैं, बात करी थी ना अपन ने, सारी यूनिट्स क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ये देखो, सारी यूनिट्स अलग अलग हो जाती हैं, ये बात हुई थी। तो आपको सारी टाइप की यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास काम होगा। तो अपने पास स्टेप 1 जो होता है न्यू कंपनी के केस के अंदर, वो यही होता है कि पहले आप सारी यूनिट्स निकालो, सारी यूनिट्स आप निकालो, ठीक है। स्टेप 1 वो होता है। उसके बाद आपका स्टेप 2 दूसरा कुछ होता है, ओपन बात करेंगे। तो बस इतना समझना कि यहाँ पे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, ठीक है, एंड वो बोला है कि उसका एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होगा 31,200 का। कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होगा 31,200 का, यानी जो फिनिश गुड्स बनाएगी वो 31,200 होंगे पहले साल में। इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टेप 1 जो बनेगा उसमें आप सारी यूनिट्स कैलकुलेट करोगे। यूनिट्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मेट होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको 5 आइटम्स, लाइन आइटम्स ऐड कर निकाल के लेके आना है। सबसे पहले आप लिखोगे कि फैक्ट्री के अंदर कितनी यूनिट्स बनी, फैक्ट्री के अंदर कितनी यूनिट्स
प्रोसेस हुई, कितने यूनिट्स के ऊपर काम हुआ फैक्ट्री के अंदर, उसमें से माइनस करोगे कि आपका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना बच गया। ठीक है, फैक्ट्री का 30 यूनिट्स के ऊपर काम हुआ, उसमें से जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बचेगा वो आपका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आपका फिनिश गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ। अब ये फिनिश गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ ये आपका फिनिश गुड्स वेयरहाउस के अंदर चला गया। इसमें से आप माइनस करोगे कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक कितना बच गया। जो बच गया वो आपका सेल नहीं हुआ होगा। ठीक है, जितना बच गया सेल नहीं हुआ होगा, बाकी का जो अमाउंट निकल के आया इतना आपका सेल हो गया होगा। तो ये आपको निकाल के चलनी है, ये 5 यूनिट्स आपको पहले निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, क्वेश्चन देखते से अपने को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो मुझे यूनिट्स दे रखी है, जैसे हमें 31,200 दे रखी है, ये इन पांचों में से कौन सा आइटम है, कौन सा नंबर है। ठीक है, आपको क्या बोला है, कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड जो हुई 31,200 की हुई। तो मुझे यहां पे ये लोगों ने क्या दिया है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस दिया 31,200 का। ठीक है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस दिया मुझे 31,200 का। क्लियर। अब आगे अपने को बाकी की यूनिट्स जो होंगी वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो ये रॉ मटेरियल को कॉस्ट दे रखी है, आपको वेजेस कॉस्ट दे रखी है, आपको ओवरहेड की कॉस्ट दे रखी है, उसको सबको छोड़ो, पहले अपन यूनिट्स के ऊपर आता है। यूनिट्स के बारे में आपको लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल स्टॉक जो है एवरेज ऑफ 30 डेज कंजम्पशन है। अभी जो अपना नोट बना उसमें रॉ मटेरियल की बात अपन ने नहीं करी, अपन ने प्रोसेसिंग फैक्ट्री से स्टार्ट किया। ठीक है, तो अपन वहां से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला है वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इज 30% ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस यूनिट्स। तो जितना फिनिश गुड्स आपका प्रोड्यूस हुआ है उसका 30% आपका डब्ल्यूआईपी के अंदर फंसा हुआ है अभी तक। तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी चाहिए था, वो बोला है कि जितना आपका फिनिश गुड्स बना है उसका 30% आपका डब्ल्यूआईपी में फंसा हुआ है। 31,200 था, इसका 30% अपन लेंगे तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना हो गया आपका 9360। ठीक है, 9360 का, तो ऊपर वाला आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। ठीक है, निकल के आ गया। ठीक है, ये 31,200 आपने फिनिश गुड्स बनाई है, इतना आपका डब्ल्यूआईपी है। दैट मीन्स आपको फैक्ट्री को, आपकी फैक्ट्री में प्रोसेसिंग इसकी भी हुई है, इसकी भी हुई है, तो टोटल होगी 4560 की प्रोसेसिंग। अब इसकी नीचे की बात करनी है। ठीक है, इसको अपन ने ले लिया, ये 30% ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस यूनिट्स। आगे आपको बोला है फिनिश गुड स्टॉक जो है 2,500 यूनिट्स का है। ठीक है, तो ये 31,200 में से 2,500 जो है वो आपका 2,500 जो है वो आपका फिनिश गुड स्टॉक है। उसको ऊपर माइनस कर देंगे 2,500 को, तो अपने पास आ जाएगा कि मैंने यूनिट्स कितनी बेची रहेगी, कितनी बेची होगी 28,700 की बेची रहेगी। ये पांचों मेरे पास लेवल निकल के आ गया। अभी इसके पहले की यूनिट्स भी बाकी है, कौन सी, कि रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना होगा, रॉ मटेरियल कितना परचेज हुआ होगा, वो भी बाकी है। अभी अपन को निकाला नहीं, अपने पहले स्टेप में ये अपने को 5 चीज़ें करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाकी काम अपन आगे करने वाले हैं। तो अपनी ये वाली यूनिट्स क्लियर हो चुकी हैं। अब अपन क्या करते हैं स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 2 के अंदर अपन करते हैं वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी स्टॉक। जो डब्ल्यूआईपी स्टॉक है उसका वैल्यूएशन अपन स्टेप 2 में करते हैं वाले। तो अपन क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड कर लेंगे, उसके बाद अपन डब्ल्यूआईपी स्टॉक का वैल्यूएशन करने पे जाएंगे। आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट बोला है 40 का पर यूनिट है, वेजेस का बोला है 25 पर यूनिट है, ओवरहेड बोला है ₹40 पर यूनिट, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी 10 रुपीज़ का इंक्लूडेड है। यूजुअली अपने को डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा, तो अपने लिए 30 का मैटर करता है कॉस्ट सिर्फ ओवरहेड्स का। देन आपको बोला है सेलिंग प्राइस आपकी 150 पर यूनिट की है। अब सेलिंग प्राइस किस काम की है देखेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है आपको, नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 25% ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। इन दोनों का क्या काम है अपन बाद में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट शीट के अंदर तो कॉस्ट आती है, सेल्स तो आती नहीं है, तो अपन देखते हैं इनका क्या काम है। देन आपको बोल रखा है रॉ मटेरियल स्टॉक है एवरेज 30 डेज ऑफ कंजम्पशन, ये आपका करंट एसेट्स के अंदर काम आएगा 30 डेज कंजम्पशन पे है तो। ठीक है, देन आपका डब्ल्यूआईपी के बारे में बोला है वैल्यूडेड प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट वैल्यू है। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, मटेरियल वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, अपने पास मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, वेजेस की कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने पास नहीं होते क्वेश्चंस के अंदर, डायरेक्टली अपन पहुंच जाते हैं ओवरहेड्स की तरफ। ठीक है, और ओवरहेड्स आपके प्राइम कॉस्ट में नहीं जुड़ते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने क्वेश्चन में होते नहीं है, तो अपने दो ही आइटम्स आएंगे प्राइम कॉस्ट के अंदर, कौन से, रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट वेजेस, सिर्फ ये दो ही जाएंगे प्राइम कॉस्ट के अंदर, मटेरियल एंड वेजेस। ठीक है, देन आपको बोला है कि मटेरियल जो है रॉ मटेरियल के अंदर, मटेरियल जो है आपके डब्ल्यूआईपी के अंदर वो 90% इनटू प्रोसेस है। यानी जो अपनी यूनिट्स पड़ी हुई है ना प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर कन्वेयर बेल्ट पर जितने भी यूनिट्स हैं उनमें 90% ऑन एन एवरेज मटेरियल लगा हुआ है। अपन बाय डिफॉल्ट रॉ मटेरियल के अंदर रॉ मटेरियल का 100% लेके चलते हैं कन्वर्जन डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ये 90% बोला तो अपन 90% लेके चल लेंगे अभी। देन बोला है कि रेलिवेंट कन्वर्जन कॉस्ट है 60% कंप्लीटेड। रेलिवेंट कन्वर्जन कॉस्ट यानी जो जो रेलिवेंट कन्वर्जन कॉस्ट है रॉ मटेरियल के अलावा, वैसे होती है अपनी वेजेस एंड ओवरहेड्स, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि अपन वैल्यू कर रहे हैं प्राइम कॉस्ट के ऊपर, तो ओवरहेड्स तो अपनी आनी नहीं डब्ल्यूआईपी के अंदर, तो अपना क्या आएगा सिर्फ रेलिवेंट कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर सिर्फ वेजेस।
तो वेजेस कंप्लीट है कितनी, 60% की। वेजेस कंप्लीटेड है अपनी सिर्फ 60% की अपने डब्ल्यू के अंदर। तो ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि अपना जो डब्ल्यू उसमें 60% आपका वेजेस लगा हुआ है। ठीक है, वैसे अपन 50% लेते थे इसका। देन आपको फिनिश गुड्स का बोल दिया, देन आपको बोला क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 30 डेज का, क्रेडिट अलाउड टू परचेजर्स यानी डेटर्स को कितना दिया 45 डेज का। वेजेस के अंदर लैग है 15 डेज का। आपको कैश बैलेंस मेंटेन करना है 1.25 का। देन आगे कुछ मार्जिन अमाउंट के बारे में बोला हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या बोला हुआ है। आपको निकालना नेटवर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कुछ बोला नहीं है तो अपन बाय डिफॉल्ट कैश कॉस्ट पे करने वाले हैं। क्लियर, कैश कॉस्ट से बनेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर अपना वर्किंग प्रोग्रेस का अपना वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक का अपना वैल्यूएशन हो जाएगा। उसमें कौन कौन सा आएंगे, मटेरियल आएगा एंड ओवरहेड्स, वेजेस आएगा, ओवरहेड्स नहीं आने वाला। तो मटेरियल ले लिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन वेजेस ले लिया। कैसे निकालेंगे, अपना डब्ल्यू का स्टॉक कितना है 9360 का है। 9360 अपना एक टोटल यूनिट्स है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 रुपीज़ का यूनिट लगता है एक यूनिट के अंदर। 40 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लगता है एक यूनिट के अंदर, एंड वेजेस लगता है 25 रुपये का एक यूनिट के अंदर। तो एक यूनिट के अंदर लगा होगा 40 का, लेकिन वो सिर्फ 90% कंप्लीटेड है। 9360 यूनिट्स हैं, उसमें 90% कंप्लीटेड है। तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया इंटू 90% कर दिया, निकल के आ गया अपना डब्ल्यू के अंदर रॉ मटेरियल ऑन एन एवरेज कितना लगा हुआ है। वेजेस के बारे में बोला 60% कंप्लीटेड अपने को पकड़नी है, तो वेजेस की कॉस्ट निकाली, उसको इंटू 60% कर दिया, ये अपना निकल के आ गया। ओवरहेड्स मेरे को, ओवरहेड्स मुझे नहीं लेने, तो मैंने नो ओवरहेड्स लिख दिया। ये टोटल मेरा हो गया टोटल डब्ल्यू स्टॉक। अब मेरा तीसरे में बनेगा कॉस्ट शीट। दो स्टेप हो चुके हैं, तीसरे में बनेगा मेरा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या, अब देखो अब जितने भी ओपनिंग स्टॉक्स है वो नहीं आने वाले, क्लोजिंग स्टॉक्स तो आएंगे, लेकिन तो अपना पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का कॉस्ट शीट बनेगा। सबसे पहले अपना क्या बनेगा, रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा, देन अपना रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक आ जाएगा, वो माइनस में आएगा, देन अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आएगा। ये दोनों जो आइटम्स अपने हैं ये अपन अभी नहीं भरेंगे, उनको अपन खाली छोड़ देंगे, इसलिए मैंने वहां पे टेप लगा दिया। ठीक है, अपन स्टार्ट कहां से करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूमशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी यूनिट्स के ऊपर लगा होगा, जितनी यूनिट्स आपकी फैक्ट्री में प्रोसेस होने गई उनके ऊपर लगा होगा। कितनी यूनिट्स फैक्ट्री में प्रोसेस होने के लिए गई, आपकी फैक्ट्री में प्रोसेस होने के लिए गई 40,560 यूनिट्स, उनके ऊपर आपका रॉ मटेरियल लगा हुआ होगा। अब इसके अंदर 9360 आपका डब्ल्यू है एंड 31,200 आपका फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड है। तो रॉ मटेरियल इसके ऊपर भी लगा है, इसके ऊपर भी लगा हुआ है। ठीक है, ये 9360 जो डब्ल्यू का है उसके अंदर रॉ मटेरियल कितना लगा हुआ है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है। अभी अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है कि इसके अंदर कितना लगा हुआ होगा, फिर उसको अपन ऐड कर देंगे कि इसमें इतना लगा हुआ है ये, तो अपने पास टोटल का निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी अपना फोकस क्या है, इस 31,200 पे कितना लगा हुआ वो निकालो। तो 31,200 के ऊपर लगा होगा 40 रुपीज़ पर यूनिट का, मैंने निकाल दिया। एंड इसमें मैंने ऐड कर दिया कि डब्ल्यू में कितना लगा हुआ है, तो अपना निकल गया टोटल इतना। देखो आपके टीचर ने हो सकता है यहाँ पे अलग फॉर्मेट बताया हो, ईजिएस्ट फॉर्मेट जो है इस क्वेश्चन को करने का वो यही है। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चेक कर चुका हूँ, ईजिएस्ट फॉर्मेट यही है इस क्वेश्चन को, इन न्यू कंपनी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया तो आपका रॉ मटेरियल निकल के आ गया। देन वेजेस के बारे में भी सेम कहानी होगी, 31,200 यूनिट्स बन रही है, 25 रुपये पर यूनिट का आपका वेजेस लगा हुआ है, साथ में डब्ल्यू के अंदर जो लगा हुआ है वो आपने अलग से ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपका 920,400 का आ गया। देन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स आपका सिर्फ फिनिश वाले में ही लगा हुआ है, डब्ल्यू में नहीं लगा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में खुद मना कर दिया उसने। तो वो 31,200 जो ओवरहेड्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 30 रुपीज़ से, क्योंकि 40 के अंदर 10 का डेप्रेशन भी इंक्लूडेड है, उसको अपन हटाया 30 बचा डेप्रेशन हटाने के बाद, तो उसको अपन ने मल्टीप्लाई किया 31,200 से, तो अपने पास ओवरहेड्स निकल के आ गया, डब्ल्यू के अंदर ये नहीं है। ठीक है, ये आपका टोटल आ गया कि फैक्ट्री के अंदर जो प्रोसेसिंग हुई है उनकी कॉस्ट ये तीन आइटम्स की होती है। इसको टोटल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। इसमें से माइनस अपन क्या करते हैं, क्लोजिंग डब्ल्यू ओपनिंग डब्ल्यू नहीं है तो उसको ऐड नहीं करने वाले, क्लोजिंग डब्ल्यू लेस हो जाएगा। क्लोजिंग डब्ल्यू कितना है अपन ऑलरेडी निकाल के आए 477,360 का, वो 477,360 यहाँ से माइनस कर दो, क्या बचेगा इसके बाद आपको बचेगा नेट वर्क्स कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से माइनस होगा फिनिश गुड स्टॉक, क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक, ओपनिंग तो है ही नहीं तो ऐड नहीं होने वाला, क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक लेस होगा। क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक कितना है 2500 का है, यानी 31,200 की कॉस्ट अपनी निकल के आ गई। ये जो अपनी कॉस्ट है ये कितनी यूनिट्स की, 31,200 की है। इसमें से 2,500 यूनिट्स जो है वो आपकी फिनिश गुड स्टॉक में रह गई, तो उनको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 31,200 की कॉस्ट है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 31,200 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 से, तो अपने पास फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, 829,64 डिवाइड बाई 31,200 मल्टीप्लाई 2500, तो इससे आपके पास फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ गई, इतनी आ गई। इसमें से आपने ये माइनस कर दी तो आपके पास आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
इतनी बनाई थी आपने फिनिश गुड्स, उसमें से आपने ये अपनी फिनिश गुड स्टॉक की वैल्यू हटा दी, तो बाकी की आपकी बचने बिकने चली गई। तो आपकी बिकने कितनी गई? इतनी बिकने गई। इसमें आपको ऐड क्या करना है? आपके बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं, बाकी के एक्सपेंसेस कौन से दे रखे हैं आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं कि आपको? ये दे दिया, वेजेस दे दिया, ओवरहेड दे दिया, इसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं दे रखा है। ठीक है, कोई एक्सपेंस और नहीं दे रखा है, तो अपना मतलब आगे कोई एक्सपेंस आने नहीं वाला क्या? आएगा। कैसे आएगा? देखो, दे नहीं रखा है मुझे, ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे रखा है, ना तो मुझे सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कौन कौन से आगे आइटम आने वाले हैं वो मुझे डायरेक्टली तो दे नहीं रखा है। लेकिन आपको मैंने बताया था, जब मेरे पास सेल्स वैल्यू अवेलेबल हो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अवेलेबल हो, तो अपन सीओजीएस रिवर्स कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसका हिस्सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वैसे ही जब मुझे सेल्स दे रखा हो और मुझे नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा हो, तो उससे रिवर्स कैलकुलेट करके मैं क्या निकाल सकता हूँ? सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट किया तो क्या निकल के आ जाएगा? एक तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ जाएगा। एक तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं चेक कर सकता हूं कि क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स जो मैं निकाल रहा हूं, क्या वो मेरी इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वल आ रही है या कोई और भी आइटम आना बाकी है। तो मैं वो काम करूंगा। ठीक है, मैं पहले यहां पे खाली छोड़ देता हूं जगह एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की, कि कुछ आएगा तो मैं यहां पे लिख दूंगा। फिर यहां पे मैं लिखता हूं मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है कि मेरा जो नेट प्रॉफिट रेशियो है, मेरी सेल्स कितनी है? 150 पर यूनिट की। बिक कितनी रही है मेरी यूनिट्स? मेरी यूनिट्स बिक रही है 28,700। तो मेरी टोटल सेल्स कितनी हो गई? 28,700 इंटू 150, 43,05,000 की। एंड मुझे बोला है मेरा नेट प्रॉफिट रेशो है 25% ऑन कैश कॉस्ट। 25% ऑन कैश कॉस्ट, 25% ऑन सेल्स नहीं है। 25% ऑन सेल्स नहीं है, 25% ऑन कैश कॉस्ट है। तो जो मेरी कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी ना, उसके ऊपर 25% मेरा नेट प्रॉफिट है। जो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी उसके ऊपर 25% मेरा नेट प्रॉफिट है। दैट मीन्स जो मैंने यहां पे एक नंबर लिखा, क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा, देन मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा। ठीक है, ये जो मेरे यहाँ पे नंबर आएगा, इसके ऊपर 25% का मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो लेट्स से ये 100 है, तो उसमें 25% का नेट प्रॉफिट आ जाएगा इसके ऊपर। एंड इन दोनों को जोड़ के मेरे पास आएगा मेरा सेल्स। दैट मीन्स मेरा अगर ये 100 है तो सेल्स मेरा होना चाहिए 125। क्लियर बात है? एंड इसकी वैल्यू मेरे पास है 43,05,000 की। अगर 43,05,000 125 की इक्वल है, तो 100 की वैल्यू कितनी रही होगी? निकाल सकते हैं ना। ठीक है, 43,05,000 लिया, उसको 125 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ गई। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स होनी चाहिए आइडियली 34,34 की, नहीं 34,44 की, 34,44,000 की। ठीक है, इतनी होनी चाहिए। एंड आइडियली मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के आता 27,26,500 का। दैट मीन्स देर इज समथिंग मोर जो क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है, उस समथिंग मोर को अपन नाम दे देते हैं यहाँ पे एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो बैलेंस फिगर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7,17,500 का। ठीक है, अब जाके आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है कॉस्ट शीट, क्योंकि अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स ही होता है, वो अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बीच में जो बचेगा नंबर वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। वो अपने काम का नहीं है, वो सिर्फ अपने वेरिफिकेशन करने के काम आए थे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बनता है। ठीक है, ये नंबर से अपने को मतलब है। अब आप क्या करोगे? अब आपको बनानी है स्टेप 4 के अंदर अपनी अपनी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। स्टेप 4 वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। उसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे? रॉ मटेरियल स्टॉक निकालेंगे। रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकलेगा? क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? कितने दिनों का रखा हुआ है? रखा हुआ है फिनिश गुड स्टॉक रखा नहीं, फिनिश गुड से वो तो रॉ मटेरियल स्टॉक है 30 डेज कंजम्पशन। जितना कंजम्पशन हुआ उसका 30 डेज मेरा स्टॉक में रहता है। कंजम्पशन मेरा कितना हुआ है? 15,84,000 का हुआ है, उसका 30 डेज मुझे रॉ मटेरियल स्टॉक में रखना है। तो इंटू 30 डिवाइड बाय 360 डेज, अगर बोला होगा तो 360 ले लेते हैं। 360 बोला है क्या कहीं पे? 360 डेज पकड़ना है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल स्टॉक ये लिया, कंजम्पशन लिया, इंटू 30/360 करते तो मेरे रॉ मटेरियल स्टॉक निकल के आ गया 132,080 का। अब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? ये आपका रॉ मटेरियल स्टॉक 132,080 का है, तो 7 साल जब एंड होगा तब क्लोजिंग भी आपके पास इतना ही बचा हुआ होगा 132,080 का। तो सबसे पहले इसको ऊपर आप कॉस्ट शीट में कंप्लीट जाके कर लो। कॉस्ट शीट के अंदर अपन यहाँ पे क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक को खाली छोड़ के आते हैं अभी तक। इसको अब आप कंप्लीट कर लो यहाँ पे 132,080, जो आपने वहाँ पे निकाला रॉ मटेरियल स्टॉक वो आप यहाँ पे आके टिकाओगे पहले। ठीक है, दैट मीन्स अगर क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक 132,080 का रहा है, तो आपका रॉ मटेरियल परचेज कितना होगा? साल भर में कंज्यूम इतना करना है और क्लोजिंग इतना बचाना है, तो परचेज मुझे कितना करना पड़ेगा? मुझे परचेज ये भी करना पड़ेगा, मुझे परचेज ये भी करना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तब जाके मेरा परचेज निकल के आएगा। कितना आया? 17,17,040 का। 17,17,040 का। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी निकालना, किस काम आएगा आपको आगे मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये काम हो गया, रॉ मटेरियल स्टॉक निकल के आ गया मेरा। अब मेरा WIP स्टॉक निकल के आएगा जो मैंने पहले ही निकाल दिया था, से वही अमाउंट चिपकाना है।
फिनिश गुड स्टॉक भी मैंने यही निकाल दिया था, बस आपको वही अमाउंट लगाना है यहाँ पे। डेटर्स के बारे में बोला है कि मैंने कितना दिया है, 45 दिन का मैंने क्रेडिट पीरियड दिया है। ये मैं क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे निकाल के आया 3444 की, ये टोटल वाली है 3444 की, ये टोटल क्रेडिट पर पकड़ने वाला हूँ मैं, तो यही कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल हो जाती है। तो 3444 ली, उसको इंटू 45/360 कर दिया, तो आपके पास एक डेटर्स की वैल्यू निकल के आ गई। कैश के बारे में बोला था कि 125 मेंटेन करना है, 125 अपने लिख दिया, तो ये टोटल करंट एसेट्स हो चुके हैं। अब अपन आएंगे करंट लायबिलिटीज के ऊपर। सबसे पहला क्या आता है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, रॉ मटेरियल परचेजेस के ऊपर, ना कि कंज्यूम के ऊपर। और अब न्यू कंपनी के केस के अंदर परचेजेस और कंज्यूम्ड अलग अलग है, एग्जिस्टिंग में दोनों इक्वल थे, यहां पे अलग अलग है, इसलिए मेरे लिए रॉ मटेरियल परचेज निकालना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर मेरा क्रेडिटर्स बेस्ड होगा। 17,17,040 के ऊपर मेरा क्रेडिटर्स बेस होगा, तो 17,17,040 मल्टीप्लाई बाय 30/360 आपका क्रेडिटर्स निकल के आ गया। देन आपको बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस है 15 दिन की, वो तो आप निकाल लोगे, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, जो ऊपर आया था उसका 15 दिन का आप निकाल लोगे। ये आपका टोटल करंट लायबिलिटीज आ चुका है। सीए माइनस सीएल किया अपन ने, तो 1221,003 निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा नया एडजस्टमेंट है फिर से। क्या एडजस्टमेंट है, मार्जिन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मार्जिन के बारे में लिखा हुआ है कि सेफ्टी मार्जिन इज टू बी केप्ट एट 15%, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इंक्लूसिव ऑफ द मार्जिन अमाउंट। मतलब 15% सेफ्टी मार्जिन जो है वो किसका निकल गया है, 15% किसका है, जो आप फाइनल नेट वर्किंग कैपिटल अमाउंट निकालोगे ना, सेफ्टी मार्जिन जोड़ने के बाद वाला अमाउंट, उसका 15% मेरा सेफ्टी मार्जिन होगा। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, सीए माइनस सीएल करते थे, उसका 15% निकालते थे, देन मेरे पास फाइनल वाला वर्किंग कैपिटल निकल के आता था। ये बोल रहा है कि जो फाइनल वाला वर्किंग कैपिटल निकाल के आओगे ना, उसका ही 15% सेफ्टी मार्जिन होना चाहिए। समझे आप, तो कंफ्यूजन क्या है, सेफ्टी मार्जिन चाहिए होगा तब फाइनल वाला निकल के आएगा, ठीक है, और सेफ्टी मार्जिन निकालने के लिए मुझे फाइनल वाला चाहिए, तो इसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो ये तो घूमता जाएगा, सॉल्व कैसे होगा, ये तो लूप बन जाएगा। हो जाएगा, चिंता मत करो। जैसे अपन ने ये सॉल्व किया ना, सेल्स वाला सॉल्व किया ना अपन ने, यहाँ पे सेल्स वाली वर्किंग करी ना, सेम वर्किंग वहाँ पे भी होगी। कैसे होगी, क्या बोला है कि जो आपका फाइनल वर्किंग कैपिटल अमाउंट है उसका 15% आपको मार्जिन रखना है। तो लेट्स से जो फाइनल वर्किंग कैपिटल अमाउंट मेरा निकल के आएगा उसको मैं 100 बोल देता हूँ, तो उसका 15 मेरा मार्जिन हो जाएगा, उसका 15 मेरा मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। तो सी ए माइनस सी एल मेरा कितना हो जाएगा, 85 बचेगा, ठीक है। एंड ये अमाउंट मेरे पास है 85 का, अगर 85 का अमाउंट 1221,003 के इक्वल है, तो 15 वाला अमाउंट कितना रहा होगा, निकल जाएगा ना। तो 1221,003 85 की इक्वल है, इंटू 15 कर देंगे तो मार्जिन का अमाउंट निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2,15,471। तो इस तरीके से आपका टोटल निकाल के वर्किंग कैपिटल भी निकल के आ जाएगा। तो बस ये फर्क करना पड़ा अपने को। यूजुअली अपन क्या कर रहे थे, डायरेक्टली इसका 15% ले लेते थे अपन, अभी वो नहीं करना है। अभी पहले अपने को क्या करना होगा, अगर ये इसका 15% मुझे चाहिए, मुझे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है फाइनल वाला, इसका 15% मुझे चाहिए, और ये तो मेरे पास अवेलेबल नहीं, तो मैं इसको एक बार 100 मान लूंगा। इसको 100 माना तो वर्किंग कैपिटल मार्जिन इसका 15% होगा, तो ये 100 है तो ये 15 हो गया, ठीक है, ये 100 है ये 15 हो गया। दैट मीन सी माइनस सी एल कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। तो ये 85 का अमाउंट अवेलेबल है ना, 85 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 15 कर दो, तो आपके मार्जिन का अमाउंट निकल के आ जाएगा। दोनों को टोटल कर देना तो आपके पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर, लिख के कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एडजस्टमेंट इसके अंदर, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ न्यू कंपनी, ठीक है, लिख के कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन डन, बताना कमेंट्स में किया कि नहीं किया, ठीक है, ये वाला डन। अब सिक्स्थ वाला है, सेवंथ वाला है, ये आपका डबल शिफ्ट ऑफ वर्किंग के ऊपर है, जो आइडियली जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता नहीं है, एग्जाम्स पर रियली आता नहीं है कोई, डबल शिफ्ट के ऊपर आज तक नहीं आया। स्टडी मैट में क्वेश्चन दे रखा है बस, तो बस वही करते आ रहे हैं सालों सालों से, आज तक एग्जाम में तो आया नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, क्विकली इसको डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा दिमाग इस पर खर्चना मत, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर डबल शिफ्ट ऑफ वर्किंग के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं आपको, इसमें होता क्या है कि अभी तक कंपनी सिंगल शिफ्ट पे काम कर रही होती है, अभी एकदम से डबल शिफ्ट पे स्विच कर जाएगी, डबल शिफ्ट पे स्विच कर जाएगी ना। आपको पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि सिंगल शिफ्ट से जब डबल शिफ्ट में मूव किया तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में कितना चेंज आ जाएगा, वो आप मुझे बताओ। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे कि मेरे को दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 रुपीज पर यूनिट, इन बोला है वेजेस ऑफ विच 40% इज फिक्स्ड, तो फिक्स हो जाएगा मेरा 40%, 5 का 40% इज 2, वेरिएबल मेरा हो जाएगा 3, ठीक है। देन मुझे बोला है ओवरहेड्स ऑफ विच 80% इज फिक्स्ड, फिक्स हो जाएगा 80%, यानी 4 का वेरिएबल हो जाएगा रिमेनिंग 1 का, ठीक है। देन आगे बोला है प्रॉफिट आपका 2 रुपीज का है, सेलिंग प्राइस आपकी 18 रुपए की हो जाती है, एंड टोटल सेल्स मैंने करी 2021 में 4,32,000 की। जो अपना डबल शिफ्ट है उसके अंदर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी होती है, मुझे यूनिट्स निकालनी होती है।
कि मेरी अभी कितनी यूनिट्स बन रही थी एंड आगे मेरी कितनी यूनिट्स बनने वाली डबल शिफ्ट के अंदर। तो अपने को यूनिट्स यूनिट्स से मतलब है। सबसे पहले क्या निकालो यहाँ पे कि सेल्स रहेगी ना 4,32,000 की, तो निकालो कि टोटल सेल्स कितनी यूनिट्स की हुई होगी। 4,32,000 की सेल्स हुई है एंड एक की सेल 18 रुपए की है, तो कितनी यूनिट्स बिकी होगी 4,32,000/18। 4,32/18 कितने होती है 24,000 यूनिट्स बिकी होगी आपकी। अभी आपकी यूनिट्स बिक रही है कितनी 24,000 की। तो आप क्या करो, सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट्स करनी है अपने को, ये सिंगल शिफ्ट की डबल शिफ्ट की। सबसे पहले अपन निकालो यूनिट सोल्ड, अभी बन रही है 24 की, डबल शिफ्ट होते ही डबल हो जाएगी, 48,000 बिकने लग जाएगी। सब कुछ डबल कर देंगे अपन, ऑलमोस्ट सब कुछ डबल हो जाएगा, सब कुछ डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका लॉजिक समझना हो तो अपन रिविजन वीडियो में कि सब कुछ डबल कैसे होता है, एक यूनिट को छोड़ के बाकी सब कुछ डबल हो जाता है। ठीक है, यूनिट सोल्ड आपका 24 से 48 हो जाएगा। ठीक है, देन कंपनी ने बोला है आपको 24,000 है, और एक चीज समझना, जितना आपने यूनिट सोल्ड किया उतना ही अपन फिनिश गुड्स प्रोड्यूस भी करते हैं। जो अपना डबल शिफ्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको अपन एग्जिस्टिंग कंपनी की तरह सॉल्व करते हैं। जितना बन रहा है, जितना यूनिट सोल्ड हुआ उतना ही फिनिश गुड्स भी प्रोड्यूस हुआ होगा, उतना यूनिट्स फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस भी हुआ होगा। ठीक है, सब कुछ अपन एक यूनिट्स के ऊपर करते हुए चलते हैं। तो 24,000 आपने बेचा है, तो फिनिश गुड भी आपने 24,000 बनाया होगा, आपकी फैक्ट्री के अंदर भी 24,000 यूनिट्स की प्रोसेस हुई होगी। ठीक है, एंड सब अपन डबल कर देंगे डबल शिफ्ट के अंदर, ये 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक लॉजिकल सा डिस्क्रिपेंसी मिलेगा कि सर अगर एकदम से भी डबल में जा रहे हैं तो ये सब कुछ डबल कैसे हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, इसका लॉजिक मैंने रिविजन में बताया कि अपन ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अभी अपन उतना डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि रेसिपी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस। ठीक है, ये 48 हो जाएगा, ये 48, ये 48, क्लियर। देन ये अपने 3 यूनिट्स निकाल ली। अब अपने को इन तीनों यूनिट्स के अलावा निकालने जो जो अपने 5 इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक, डब्ल्यूआईपी स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स, इनमें कितने कितने यूनिट्स के आइटम भरे हुए हैं उनकी अपने को यूनिट्स निकालनी है, दोनों सिंगल शिफ्ट के अंदर भी डबल शिफ्ट के अंदर भी। ठीक है, निकालना स्टार्ट करते हैं। आगे आपको बोला स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट कॉस्ट इज 36,000। ठीक है, तो कितना यूनिट्स पड़ा होगा रॉ मटेरियल स्टॉक के अंदर, एक की कॉस्ट 6 रुपए की है, 36,000/6 क्या आ जाएगी, कितनी यूनिट्स पड़ी हुई है रॉ मटेरियल के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर पड़ी हुई है 6,000 यूनिट्स। ठीक है, अब ये डबल हो जाएगी आपकी, 6,000 से 12,000 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्टॉक कंजम्पशन डबल हो गया तो स्टॉक का प्रोडक्ट स्टॉक का रॉ मटेरियल का अगर स्टॉक रॉ मटेरियल अगर डबल हो जाएगा कंजम्पशन, तो उसका स्टॉक भी डबल हो जाएगा ना। ठीक है, देन आपको बोला है वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। नहीं, डब्ल्यूआईपी को आप वैल्यू कर रहे हो किसके ऊपर, प्राइम कॉस्ट के ऊपर। प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है, मटीरियल और वेजेस, इसका कॉस्ट है 11। ठीक है, तो आपका यूनिट्स कितना हो जाएगा 22,000/11, 22,000/11 कितना हो गया 2,000 यूनिट्स। एंड डब्ल्यूआईपी को अपन सेम पकड़ते हैं, डब्ल्यूआईपी पहले था वही सेम रहना, डबल शिफ्ट के अंदर उससे फर्क नहीं आएगा। शॉर्ट से लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको, शॉर्ट से लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर आप पहले दिन के 4 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, अब आप 2 शिफ्ट के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, आपने 4 को इंटू 2 कर दिया, 8 कर दिया है, और मैं आपसे पूछूं कि मैं अगर आपसे हर 1 घंटे में आके चेक करूं तो आपका 1 घंटे में कितना चैप्टर कवर हुआ होगा। आप बोलोगे सर उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, पहले भी मैं 1 घंटे के अंदर लेट से 1 चैप्टर कवर करता था, अब मैं अगर 8 घंटे पढ़ रहा हूं तो अब भी मैं 1 घंटे के अंदर एक ही चैप्टर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले 4 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप 8 घंटे पढ़ रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप हर 1 घंटे में कितने चैप्टर कवर करते हो। पहले भी आप हर 1 घंटे में एक एक चैप्टर ही कवर करते थे, अब आप जब 8 घंटे पढ़ने लग गए हो तब भी हर एक घंटे के अंदर तो एक ही चैप्टर कवर कर रहे होगे ना। आगे पढ़ने की स्पीड थोड़ी डबल हो चुकी है, आपने सिर्फ घंटे डबल किए, पढ़ने की स्पीड थोड़ी डबल हो गई है। आपने अपना एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ी लगा दिया साथ में कि एक दिमाग और लगा देता हूं तो एक चैप्टर जो कर पा रहा था अब 2 करूंगा उसी टाइम में, नहीं, आपने घंटे डबल कर दिए क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड तो सेम ही है। पहले भी एक होता था, अभी भी एक होता है। अभी मैं बोला सर 8 घंटे पढ़ूंगा तो मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एक का आधा ही पढ़ूंगा मैं, नहीं नहीं, उसको अपन अभी कांस्टेंट पकड़ के चलते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि आपने क्या किया, फैक्ट्री का टाइम बढ़ा दिया। फैक्ट्री अभी भी जितनी यूनिट्स प्रोसेस कर सकती थी एक बारी में, अभी भी उतनी करती है, इसलिए आपने उसको डबल कर दिया, तो टोटल ज्यादा पढ़ पाओगे आप, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो आप उतनी प्रोसेस करोगे ना जितना पहले कर रहे थे। अगर मैं फैक्ट्री एक्स्ट्रा लगा देता एक और तो मेरी बढ़ जाती यूनिट्स, कि एक यूनिट 2,000 बना, एक फैक्ट्री 2,000 बना रही है, दूसरी यूनिट्स दूसरी फैक्ट्री भी 2,000 और बना रही है, तो टोटल 4,000 हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने फैक्ट्री डबल नहीं करी, मैंने उसका टाइम डबल कर दिया, तो डब्ल्यूआईपी तो 2,000 ही होने वाला है। समझ गया आप। चलो सर, वैसे एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पॉसिबल है क्या, बताना तुम मेरे को कभी हो तो। देन अपना आएगा फिनिश गुड स्टॉक, डब्ल्यूआईपी स्टॉक निकाला अपन ने, देन अपन आते हैं फिनिश गुड स्टॉक पे। आजा भाई, ये अपना फिनिश गुड स्टॉक, ये है वैल्यूड हो रहा है टोटल कॉस्ट के ऊपर, ये 12,000 72,000 का है। टोटल कॉस्ट कितनी है कि इस सबको मिला के 11 + 5 16,
फिनिश गुड 72,000 बाई 16 इज 4,500, डबल होकर 9,000 हो जाएगी। डेटर्स अभी कितने होंगे? डेटर्स बोला है 1,08,000 के हैं। अब डेटर्स ये आपको दे रखे हैं कंपनी के बैलेंस, द कंपनी हेल्ड 1,08,000 का डेटर्स का बैलेंस। ये कॉस्ट के ऊपर वैल्यू नहीं होते, डेटर्स यानी कंपनी की बुक्स के अंदर जो वैल्यू चल रही है वो 1,08,000 है, वो सेलिंग प्राइस के ऊपर ही वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए अपने को 18 यूज करना पड़ेगा, ना कि 16 का कॉस्ट। तो 1,08,000 बाय 18 करेंगे अपन, क्योंकि ये खुद भी सेलिंग प्राइस के ऊपर है ना। 1,08,000 बुक्स के बैलेंस है ये, तो 1,08,000 बाय 18 इज 6,000, ये डबल होकर 12,000 हो जाएगा। सेम क्रेडिटर्स की बात करेंगे अपन। क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला गया है? क्रेडिटर्स का नंबर यहाँ पे नहीं है, क्रेडिटर्स का नाम नीचे होगा कि कंपनी अभी एक्स्ट्रा शिफ्ट पे जा रही है। आगे बोला है कि 10% डिस्काउंट मिल जाएगा फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, आपके बोला है क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर्स विल रिमेन अनऑल्टर्ड, जो पहले था वही रहने वाला है। क्रेडिट पीरियड अपन वैसे भी लेके चल रहे हैं, तभी तो अपन ने डायरेक्टली डबल कर दिया। क्रेडिट अवेल्ड ऑफ फ्रॉम सप्लायर्स विल कंटिन्यू टू रिमेन एट द प्रेजेंट लेवल, दैट इज 2 मंथ्स। जब क्रेडिट लेके आते थे, उधारी लेके आते थे, वो 2 महीने की थी, पहले भी 2 महीने की, अभी भी 2 महीने की। ठीक है, तो आप अगर अभी पहले 2 महीने के लेके आते थे, तो आपने यूनिट्स कितनी कंज्यूम करी होगी रॉ मटेरियल की? 24,000 यूनिट्स आपने कंज्यूम करी रहेगी। ठीक, क्योंकि 24,000 यूनिट्स आपने प्रोसेस करी हैं, तो 24,000 का अपना रॉ मटेरियल भी कंज्यूम हुआ होगा। तो 24,000 का अगर हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, उसको इंटू 2/12 करेंगे, तो अपना क्रेडिट कितना निकल के आएगा? 4,000 यूनिट्स का अपना क्रेडिट में उधारी पड़ा रहता है। अब ये डबल हो जाएगा, अब ये 8,000 हो जाएगा। तो अपन ने सारी यूनिट्स निकाल ली। अब अपने को करना है सेकंड वाले के अंदर कॉस्ट शीट बनानी है। कॉस्ट शीट बनाते टाइम अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने को सिंगल शिफ्ट की बनानी है, डबल शिफ्ट की बनानी है, क्योंकि अपने को दोनों का कंपैरिजन चाहिए कि कितना इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल के अंदर। इंपैक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो एक और दोनों के अंदर अपने को पर यूनिट पे भी निकालना पड़ेगा, टोटल पे भी निकालना पड़ेगा। क्यों, आपको मालूम पड़ेगा आगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम की बात करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट कितनी है? 6 रुपये की पर यूनिट के ऊपर। एंड अभी मेरी यूनिट्स कितनी बन रही है? 24,000 की, तो 24,000 इंटू 6 हो गया। अब डबल शिफ्ट में 48,000 हो जाएगी मेरी यूनिट्स। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि 10% डिस्काउंट मिल जाएगा मुझे अभी रॉ मटेरियल सप्लायर से, तो 6 का था वो मेरा 5.4 हो जाएगा। तो 48,000 इंटू 5.4 आपका ही कॉस्ट आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम का। अब आपका वेजेस आएगा। वेजेस के अंदर एक वेरिएबल एक फिक्स्ड है। ठीक है, वेरिएबल कितना है? 3 का है। फिक्स कितना है? 2 का है। ठीक है, अब वेरिएबल जो है 3 का ये आपका यूनिट्स के हिसाब से बढ़ जाएगा। अभी 24,000 बना तो 24 पे 3 लग रहा है 72। 3 आपका डबल शिफ्ट में भी लगेगा, 48,000 पे 3 लगेगा तो 144 हो जाएगा। लेकिन जो फिक्स्ड वाला है 2 का, वो चेंज नहीं होने वाला। वो जितना अभी टोटल लग रहा है उतना ही टोटल बाद में भी लगेगा। तो अभी टोटल कितना लग रहा है? 24,000 यूनिट्स है, तो उसका इंटू 2 48,000 लग रहा है। यही 48,000 सेम रहने वाला है, 48,000 ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये पर यूनिट लेवल के ऊपर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स्ड है और यूनिट्स बढ़ चुकी हैं, तो पर यूनिट लेवल के ऊपर ही कम हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे आप ओवरहेड्स के लिए करोगे, वेरिएबल वाला डायरेक्ट लेवल का बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड फिक्स वाला आपका टोटल लेवल के ऊपर सेम रहने वाला है। इनको तीनों का आप टोटल लगा लोगे, इन सबको टोटल लगा लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, यही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, यही आपका कॉस्ट ऑफ सेल भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई आइटम है ही नहीं, सेलिंग एक्सपेंस वगैरह दे नहीं रखा है। तो ये 16 की हो गई, ये टोटल आ गई, ये 12.4 की हो गई, टोटल आ गई। ये कम क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो यूनिट लेवल पे कॉस्ट पे डिफरेंस आया, इसलिए ये कम हो गई। ये आपने निकाल दिया। अब आप करोगे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। कैसे करोगे? सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट। ठीक है, एक एक आइटम निकालोगे करंट एसेट्स का, करंट लाइबिलिटीज का। बस आप यहाँ पे आपके 3 कॉलम बनेंगे, पर यूनिट बनेगा, टोटल यूनिट्स बनेगी, टोटल बनेगा। ठीक है, सिंगल शिफ्ट में आते हैं। करंट स्टॉक की बात, रॉ मटेरियल स्टॉक की बात करते हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक अभी मेरा कितने यूनिट्स का ऊपर निकाल के लाया था मैं? कितने यूनिट्स का निकाला था? 6,000 यूनिट्स। 6,000 यूनिट्स का मैंने निकाला है। तो यूनिट्स मेरी कितनी है? 6,000 की है। हर एक की कॉस्ट कितनी है? 6 की है। 36,000 मेरा करंट रॉ मटेरियल स्टॉक हो जाता है। ये क्वेश्चन वैसे भी दे रखा है, ये क्वेश्चन वैसे भी दे रखा है, तो इसको तो आप एज इट इज चिपका भी सकते हो क्वेश्चन में से उठा के। ये 3 तो आपको एज इट इज दे रखे हैं, 4 आपको, ये 3 तो आपको एज इट इज दे रखे हैं, इनको आप वैसे भी उठा सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आते हैं अपन डबल शिफ्ट के अंदर। डबल शिफ्ट में यही डबल हो चुके हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक 12 का हो चुका है, डब्ल्यूआईपी स्टॉक सेम होने वाला है, 2,000 का 2,000 मेंटेन होगा। फिनिश गुड स्टॉक 4.5 का था, वो 9,000 का हो जाएगा। ठीक है, इनकी यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, इतना स्टॉक आप मेंटेन करते हो, इतनी यूनिट्स आप मेंटेन करते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे इनकी पर यूनिट की कॉस्ट से। रॉ मटेरियल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे पर यूनिट की रॉ मटेरियल की कॉस्ट से, जो कितनी है 5.4 की हो चुकी है, ऊपर अपन लिख के लेके आए। ठीक है, डब्ल्यूआईपी स्टॉक किसके वैल्यू होता है? कॉस्ट ऑफ वर्क्स कॉस्ट के पे वैल्यू होता है। वर्क्स कॉस्ट के अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं? ये तीनों ही है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस के दोनों, ओवरहेड्स के ये दोनों, तो टोटल 12.4 की आपकी वर्क्स कॉस्ट है। एंड क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपका डब्ल्यूआईपी वर्क्स कॉस्ट प्राइम कॉस्ट के पे वैल्यू होने वाला है। कितना बोला हुआ है? वर्क इन प्रोग्रेस आपका वैल्यू होने वाला है प्राइम कॉस्ट के ऊपर, ना कि वर्क्स कॉस्ट के ऊपर। तो अपन प्राइम कॉस्ट लेंगे। प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है? रॉ मटेरियल एंड वेजेस,
ये रॉ मटेरियल एंड ये दोनों वेजेस, इनके टोटल के ऊपर वैल्यू होगा, तो 9.4 हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना, आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो, मैं कंप्लीशन के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो 9.4 आपने ये ले लिया, पर यूनिट कॉस्ट 9.4 मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आपके पास ये निकल के आ गया। एंड क्वेश्चन में क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपका जो WIP है वो प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू होगा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन को अपने को नजर में नहीं लेके आना है, पूरे पूरे प्राइम कॉस्ट के वैल्यू होगी जितनी भी है, परसेंटेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन मत लगाना, ठीक है। देन फिनिश गुड स्टॉक है, वो पूरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के भी वैल्यू होता है जो 12.4 का है। देन आपके डेटर्स हैं, डेटर्स आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स के भी वैल्यू होते हैं जो पर यूनिट लेवल के ऊपर 12.4 है, तो वही 12.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिट्स आप इनकी पहले निकाल के आ गए थे, यूनिट्स आप पहले निकाल के लेके आ गए थे। देन करंट लायबिलिटीज माइनस होगी, क्रेडिटर्स की यूनिट्स भी आप पहले निकाल के लेके आ गए थे, इनकी मल्टीप्लाई होगी इनकी यूनिट्स इनकी कॉस्ट से 5.4 और 6 की, ये आपकी ये निकल के आ जाएगी। इसके अलावा एक आपको बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या बोला है, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस विल कंटिन्यू टू रिमेन हाफ अ मंथ, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो हाफ मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग रहने वाले हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, वेजेस के ये टोटल ये हो गए, वेजेस के टोटल ये हो गए, ओवरहेड्स के टोटल ये हो गए, ओवरहेड्स के टोटल ये हो गए, इनको हाफ मंथ के लिए निकाल दो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस एक 20 इंटू 0.5/12, 192 इंटू 0.5/12, वेजेस 120 इंटू आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 0.5/12, ये 144 इंटू 0.5/12, उन दोनों का टोटल उठाया अपन ने, ठीक है। वेरिएबल फिक्स दोनों उठाने ना इसके अंदर, ये वेजेस ये दोनों हो गए, यहाँ पे ये दोनों हो गए, ओवरहेड्स ये टोटल हो गए, ये टोटल हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल करंट लायबिलिटीज आ चुकी है। CA माइनस CL करोगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ये वर्किंग कैपिटल सिंगल शिफ्ट की थी, डबल शिफ्ट की है, डिफरेंस निकालोगे तो इतना आपका इंपैक्ट आ जाएगा कि इतना इंक्रीज हो चुका है डबल शिफ्ट की वजह से। सिंपल, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्लियर। जो अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये अपन ने एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा था, इसको अपन करेंगे कैश वाला करने के बाद में, क्योंकि इसमें थोड़ा कैश का रोल आने वाला है, तो इसको अपन कैश के बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अपन मूव करते हैं अपना रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की तरफ। ये अपना यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, इसको पूरा लिख के खत्म करना, मुझे कमेंट में बताना कि किया कि नहीं किया, एंड इस डबल शिफ्ट वाला किया कि नहीं किया मुझे ये बताना, या रफ में देख के खत्म कर लिया, देख के खत्म करोगे रफ में तो भी चलता है काम, ठीक है, क्योंकि इतना इतना रेलिवेंस नहीं है इसका, ठीक है। तो ये वाली अपनी यूनिट अपनी खत्म हो चुकी है। अब अपन आते हैं अगली वाली यूनिट की तरफ, विच इज रिसीवेबल्स वाली। अब पहले वाली यूनिट अगर आपने कर ली है तो लिख के बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि वो वाली डन 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 हो चुकी है, ठीक है। आवन बढ़ते हैं आगे रिसीवेबल्स वाली की तरफ, ठीक है। अब इसके अंदर अपने दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला आएगा इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी वाला क्वेश्चन, दूसरा आएगा फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन। पहले अपन बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग क्रेडिट पॉलिसी दे रखी होगी, उसमें से इवैल्यूएट करके बताना रहेगा कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है कि कंपनी अभी बना रही है 6 लाख पर एनम की सेलिंग कर रही है कंपनी, इसमें से एवरेज कलेक्शन पीरियड है कंपनी का 30 डेज का, ठीक है। अब वो कंपनी क्या चाहती है कि वो थोड़ी और लिबरल पॉलिसी फॉलो करना चाहती है सेल, ताकि उससे बढ़ जाए। तो स्टडी करवाई उसने क्या बताया कि आप ये 4 पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, ABCD। इनमें क्या हो जाएगा कि आपका कलेक्शन पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका 30 है अभी, तो A के अंदर 10 डेज बढ़ जाएगा वो, तो 30 + 10 40 हो जाएगा। B के अंदर वो बढ़ के 30 + 20 50 हो जाएगा। इसमें 30 + 30 60 हो जाएगा। 30 पहले ही है 30 पहले ही है, उन सब के अंदर ही बढ़ोतरी होती जा रही है, ठीक है। एन बोला है कि सेल्स भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, तो जो आपकी सेल्स है उसके अंदर ही इंक्रीमेंट आता जाएगा, 30,000 का, 48,000 का, 75 का, 90 का। एंड आपको बोला है प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड यानी बेड डेट्स, कि इतना अपना बेड डेट हो जाएगा इन पॉलिसीज के अंदर, इतना इतना बेड डेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन ने ज़्यादा क्रेडिट दे दिया तो इतना उतना लोग उधारी देंगे, उतना चुकाएंगे नहीं, बेड डेट हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बोला है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹3, हर यूनिट की सेलिंग प्राइस ₹3 की हो रही है। अभी मेरी 6 लाख यूनिट्स बिक रही है, 6 लाख की सेल हो रही है, सॉरी 6 लाख की टोटल सेल हो रही है, जिसमें से ₹3 की सेलिंग प्राइस है, तो मेरी यूनिट्स कितनी बिक रही होगी, 6 लाख बाय 3, 2 लाख यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप हर लेवल के ऊपर भी अपनी यूनिट्स निकाल पाओगे कि यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, 30,000 है, ठीक है। 30,000 की आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, जो आपकी बिकने वाली ₹3 के ऊपर, तो 30,000 बाय 3 कितना होता है, यहाँ पे बिकेगी 10,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा, तो 2 लाख तो वैसे ही है, 2,10,000 यूनिट्स हो जाएगी आपकी टोटल। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस पर टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, 6 लाख + 30,000 इज 6,30,000, तो यूनिट्स कितनी हो जाएगी, 6,30,000 बाय 3 इज इक्वल टू 2,10,000 की आपकी यूनिट्स हो जाएगी, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे आपको बोला है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज ₹2.25 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹2। द करंट बेड डेट लॉस इज 1%, अभी 1% का लॉस हो रहा है। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%, अज्यूम 360 डेज ऑफ अ ईयर।
आपको बताना है कौन सी पॉलिसी रिकमेंड करनी है। देखो, सबसे पहले इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन चारों पॉलिसी के कॉस्ट एंड बेनिफिट्स का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन ले लेंगे कि हर पॉलिसी का बेनिफिट क्या है, उसमें से एक एक करके उसकी कॉस्ट माइनस करते हुए चलेंगे। बेनिफिट क्या होता है पॉलिसी का, कि उससे सेल्स बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, हर पॉलिसी के अंदर उसकी सेल लिख दो, क्रेडिट सेल लिख दो। सबसे पहले क्या करेंगे, करंट वाली पॉलिसी में 6 लाख की है, वो 6 लाख लिख दी, सब में उनकी रिस्पेक्टिव सेल लिख दी। अब माइनस करेंगे हर कॉस्ट, सेल्स में सारी की सारी कॉस्ट, जो जो कॉस्ट हो रही है सारी सारी माइनस करते चलेंगे। सबसे पहले अपन माइनस करेंगे कि सेल की सबसे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो भी सेल करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स आई उसको माइनस करेंगे अपन। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपको समझना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ सेल मैंने आपको बताया था, रिविजन वीडियो के अंदर भी मैंने बताया है, एंड मैंने आपको डेमो लेक्चर के अंदर भी चीज़ मैंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को देने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। ठीक है, लेवरेज के अंदर वो इसको वेरिएबल और फिक्स्ड में स्प्लिट करके देता है। लेवरेज के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स को वो वेरिएबल और फिक्स के अंदर स्प्लिट करके देता है। तो इसलिए तो अपन जब वेरिएबल और फिक्स को माइनस कर देते हो तो अपने पास क्या आ जाता है, ईबीआईटी आ जाता है। सेल्स माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। जबकि वर्किंग कैपिटल की जो यूनिट 1 थी, रेशियोज जो थे, उनके अंदर इसी को वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर देता था। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा आपका, एक तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। ठीक है, जो यूनिट्स जो आपने गुड्स बेचे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसको अपन ब्रैकेट में यूजे से बोल सकते हैं। एंड आपके और फंक्शनल कॉस्ट कौन सी होती है, सेलिंग एक्सपेंसेस देता था, आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस देता था, एंड आपको एडमिन एक्सपेंस देता था। ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स का। इन सबको भी अपन जोड़ेंगे तो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आएगी। सेल्स में से जब अपन इनको माइनस कर देते हैं सारे को, तब भी अपने पास ईवीआईटी ही आता है। क्लियर, जैसे यहाँ पे आता था। तो कॉस्ट ऑफ सेल को देने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, या तो फंक्शनल दे दे या फिर वेरिएबल फिक्स दे दे। इस यूनिट के अंदर, यूनिट 2 के अंदर, रिसीवेबल वाली के अंदर वेरिएबल और फिक्स के बीच में स्प्लिट करके देता है। ये दोनों अगर अपन ने ले लिया तो अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, वेरिएबल फिक्स को माइनस करेंगे इनमें से भी। सबसे पहले अपन लेंगे वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या बोला है, ₹2 पर यूनिट है, तो जितनी भी यूनिट्स बिक रही है उसको इंटू 2 कर दो। यूनिट्स कैसे निकालोगे, सेल्स है उसको डिवाइड कर देना 3 से, मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो 6 लाख, इस सेल्स को 3 से डिवाइड करो, सेल को डिवाइड बाय 3 करो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, देन माइनस करना आपका फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कहाँ से लेके आएंगे, देखो यहाँ पे बोला है कि एवरेज कॉस्ट है 2.25 की, जिसमें एक वेरिएबल हो गया और एक फिक्स्ड हो गया। ये 2.25 की है पर यूनिट पे। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट 2 की हो चुकी है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, बाकी बची हुई 0.25 की। लेकिन ये 0.25 की पर यूनिट लेवल के ऊपर। अब मुझे एक बात बता, फिक्स कॉस्ट जो होती है वो यूनिट लेवल पे चेंज तो होती ही नहीं है, मतलब वो टोटल लेवल के ऊपर चेंज तो होती ही नहीं है। आप कितनी भी यूनिट्स बनाओ आपकी टोटल लेवल पे सेम ही रहने वाली फिक्स कॉस्ट। तो ऐसा तो अपन नहीं कर सकते कि फिक्स कॉस्ट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो अपनी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, वही वो करना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो बढ़ी नहीं रही ना, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। तो अपन क्या करेंगे, अपन टोटल लेवल पे फिक्स कॉस्ट कितनी है वो निकाल लेंगे, एंड वो अपनी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। टोटल लेवल पे कैसे निकालेंगे, कि 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो कि अभी कितनी यूनिट्स बना के बेच रहे हो। अभी आप यूनिट्स कितनी बना रहे हो, अपन ने ऊपर निकाला था 2 लाख यूनिट्स, तो इंटू 2 लाख कर दो, आ जाएगा 50,000। ये अब हर लेवल के ऊपर कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000। यहाँ पे इसने इन दोनों कॉस्ट का टोटल लगा दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स का। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल लगा दिया इसने यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आपकी एक कॉस्ट हो गई। अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर अपने कोई भी क्रेडिट रिलेटेड कॉस्ट नहीं आती है। क्रेडिट रिलेटेड कॉस्ट कौन सी होती है, एक तो बैड डेट हो गया, देन आप जो कैश डिस्काउंट देते हो वो हो गया, आपके क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट हो गई वो हो गया, वो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर काउंट नहीं होती, तो उसको अपने को अलग से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही और कॉस्ट दे रखी है जो है बैड डेट्स की, तो बैड डेट को भी अपन लेस कर देंगे। बैड डेट लेस कैसे करेंगे, जितनी भी अपनी क्रेडिट सेल्स है उसका 1% करंट वाली के अंदर बैड डेट हो रहा है, तो ये 6 लाख है, 6 लाख है, उसका 1% आपने लेस कर दिया यहाँ पे बैड डेट 6,000 का। इसके अंदर 1.5% है, तो इसमें जो इतनी सेल हुई उसका 1.5% ले लो। ठीक है, 630 है, उसका 1.5% अपन ने यहाँ पे बैड डेट ले लिया। इसमें जितना दे रखा है परसेंटेज वो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें जितना दे रखा है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने बैड डेट ले ली। बैड डेट हो गई। बैड डेट के बाद आपने आपके पास आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे टैक्स रेट भी दे रखा होता है, तो उसको अपन बोलेंगे फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसमें से आगे टैक्स भी माइनस होता है। उसके बाद आपके पास आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट के टैक्स रही नहीं, तो सब कुछ यही हो जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सारी कॉस्ट, ये 4.5 लाख की कॉस्ट है। ठीक है, 6,000 का बेड डेट है, ये सारी कॉस्ट आप इसमें से माइनस करोगे सेल्स में से, तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा 144 का। यानी 6 लाख में से 4.5 लाख की कॉस्ट ऑफ सेल गई, 6,000 का बेड डेट गया, तो बचा आपके पास 144। ऐसे आपका ये निकल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी अपने ऑलमोस्ट सारी कॉस्ट कवर हो चुकी है, सिर्फ एक कॉस्ट कवर नहीं हुई, वो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन इन्वेस्टर्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स। डेटर्स का जो अपना पैसा ब्लॉक हुआ है
उसकी कहीं कुछ ना कुछ तो कॉस्ट अपन कहीं ना कहीं से उसको लेके आए होंगे, तो अपन उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो पे कर रहे होंगे। जो भी डेटर्स के अंदर पैसा ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं से लोन से आया होगा, कहीं से आया होगा, उसके ऊपर अपन कुछ ना कुछ तो कॉस्ट पे कर ही रहे होंगे। वो अपने को भी माइनस अभी और करनी है। वो अपन कैसे निकालते हैं? सिंपल तरीका है, सबसे पहले निकालो कि डेटर्स के अंदर फंड्स कितना ब्लॉक्ड है, जो आप ऑलरेडी निकाल के आ चुके हो यूनिट 1 के अंदर। कि इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कैसे निकालते थे अपन? कैसे निकालते थे? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल लेते थे, उसको जो भी अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड होता था वो लेते थे एंड डिवाइड बाय 12 और 360 कर देते थे, उससे अपना इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाता था। ये अपना इन्वेस्टमेंट है। अभी इस इन्वेस्टमेंट को अपन मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके ऊपर मैं कितनी कॉस्ट बेयर कर रहा हूं, तो मुझे एक रेट दे रखी होगी, वो रेट परसेंटेज से मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर चीज? इस टाइप से निकल के आएगा। तो अपने को क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल चाहिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड लेना है उसका, एंड अपने को मल्टीप्लाई कर देना रेट परसेंटेज से, ऐसे निकल के आएगा मेरा। ठीक है, तो हर पॉलिसी के अंदर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल कितना है उसको एसीबी से मल्टीप्लाई करो, एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज और मंथ्स और इनटू रेट परसेंटेज। ठीक है, जैसे प्रेजेंट पॉलिसी के अंदर आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल कितना है? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल में सिर्फ ये दोनों आएंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड वाला, बैड डेट नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल जो मैंने आपको बताया था वही आएगा सिर्फ यहाँ पे। वो कितना है? 4.5 लाख प्लस 50,000, 4 लाख प्लस 50,000, 4.5 लाख। इसमें हो जाएगा 420 प्लस 50, 470। इसमें 432 प्लस 50। ठीक है, तो ये आपकी सारी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर। इसको मल्टीप्लाई करोगे इनके एवरेज कलेक्शन पीरियड 30, 40, 50, 60, 75 जो क्वेश्चन में दे रखा है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज से, मल्टीप्लाई कर देना रेट परसेंटेज से। रेट परसेंटेज क्या बोला है यहाँ पे? रेट परसेंटेज बोला रिक्वायर्ड रिटर्न और एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%। यानी जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके अंदर हमें 20% का रिटर्न चाहिए। क्यों चाहिए 20% का रिटर्न? क्योंकि हम 20% कहीं ना कहीं उस पर पे कर रहे हैं। तो अब इसका नाम कुछ भी दे दे, चाहे रिक्वायर्ड रिटर्न बोले, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले, चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स बोले, चाहे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बोले, जो भी नाम से बोले, वही रेट को अपने को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देने का है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बोलूंगा। फैक्टर रिसीवेबल्स के अंदर जो हमारे नोट्स हैं वो बहुत प्यारे बने हुए हैं। एक बार अगर आपके पास हो या अगर आपको चाहिए हो तो इसको रीड जरूर कर लेना, मुझे बोलना कमेंट में, आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। बट इसको रीड जरूर करना क्योंकि हमने बहुत प्यारे नोट्स बना रखे हैं रिसीवेबल्स के अंदर। सब कुछ आ चुका है इसके अंदर, जितना भी कंफ्यूजन होता है बच्चे को सब इसके अंदर कंप्लीट कर खत्म कर दिया हमने। कि सब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट से अंदर वेरिएबल आएगी कि फिक्स्ड आएगी, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स की रेट क्या होती है, एक एक के ऊपर एक एक चीज बताई रखी है, एक एक चीज बता रखी है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ सब लिखी हुई है नोट्स के अंदर। तो आपको नीड हो तो मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूंगा। बनाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये जो एग्जाम ओरिएंटेड वाले नोट्स है ये वो दिखा रहा था मैं आपको। ठीक है, चलो रेट से मल्टीप्लाई करते 20%, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स। ये आ गया आपके पास। आपको कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल ही चाहिए, डायरेक्ट सेल्स वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ही चाहिए। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स आ गया। इसको भी आप और माइनस कर दोगे। ठीक है, यहां तक जो वैल्यू है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसमें से कॉस्ट ऑफ फंड्स और माइनस हो जाएगा। फिर आपके पास आएगा नेट नेट बेनिफिट। ठीक है, इसके बाद जो बच के आएगा वो नेट बेनिफिट बोलेंगे उसको। ठीक है, ये नेट बेनिफिट आ गया, ए माइनस बी। ए क्या था आपका? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बी आपका है कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स बोल सकते हैं, जो भी बोलना है। मैं तो इसको कॉस्ट ऑफ फंड्स बोलता हूँ नॉर्मली क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये आपका नेट बेनिफिट आ गया। जिसका हाईएस्ट नेट बेनिफिट होगा उसको चूज कर लेंगे। हाईएस्ट नेट बेनिफिट किसका है? पॉलिसी ए का है, ये पॉलिसी ए, इसको चूज करना है अपने को। अपना रिकमेंडेशन क्या हो जाएगा? प्रपोज पॉलिसी ए शुड बी अडॉप्टेड सिंस द नेट बेनिफिट्स आर हायर एज कंपेयर टू अदर पॉलिसीज। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से आपकी वर्किंग होती है। अब इसको करने के दो और तरीके पॉसिबल हैं। जो अपन ने अभी सॉल्व किया उसको बोलते हैं टोटल अप्रोच। जो यूजुअली अपन क्वेश्चन के अंदर जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो अपन टोटल अप्रोच ही लगाते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर बोलता है इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाओ, तो आप ये नई वाली अप्रोच लगाओगे, इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसके अंदर आपको क्या करना होता है? इसके अंदर कुछ और नहीं करना है। इसके अंदर बस अपने को यही ध्यान रखना है कि हर लेवल के ऊपर, हर पॉलिसी के अंदर जो अपन वैल्यूज डाल रहे हैं ना, वो आपकी इंक्रीमेंटल होनी चाहिए। इंक्रीमेंटल मतलब जैसे यहाँ पे लेट्स से 648 की सेल्स है, तो वो करंट लेवल से कितनी ऊपर है, कितनी इंक्रीमेंटल है, वो लेनी है अपने को। तो करंट लेवल से ही कितनी ऊपर है? 648 है, करंट लेवल से ऊपर है 48,000 की। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से कितनी ऊपर है? 32,000 की, तो वो लेंगे। ठीक है, बेड डेट्स कितना ऊपर है? 12,960 माइनस 6,000, 6,960। तो सिर्फ इंक्रीमेंटल लेंगे। जैसे ये 48 हो गया, ये 32 हो गया, ये 6,960 हो गया। एक एक लेवल के ऊपर इंक्रीमेंटल आए। ठीक है, एक एक चीज इंक्रीमेंटल होगी। तो उसी तरीके से आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन इन्वेस्टमेंट भी जो, कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स भी जो निकल के आएगा वो भी इंक्रीमेंटली निकल के आएगा। ठीक है, जिसको निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे? आप पहले निकालोगे इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स पहले निकालो, टोटल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, देन उससे निकालो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, देन उस इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स की रेट से, तो आपके पास डायरेक्टली
कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीमेंटल वाला निकल के आ जाएगा। ये ऐसे का करने का तरीका है, ठीक है। इसमें एक एक लेवल इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल निकलता है, तो जो नीचे नेट बेनिफिट आएगा वो भी डायरेक्टली इंक्रीमेंटल आएगा कि करंट वाले के कंपेरिजन में आप कितना बेटर कमा के दे रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अंदर भी जिसका हाईएस्ट वाला आएगा उसको अपन चूज कर लेंगे, दोनों से आंसर सेम ही निकल के आने वाला है, ठीक है। इंक्रीमेंटल वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट? क्योंकि यूजुअली एग्जाम में बोलता नहीं है कि इंक्रीमेंटल से करो, तो कुछ नहीं बोलता तो अपन टोटली लगाते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो ईजी है। इंक्रीमेंटल में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो अगर आप, तो इसलिए इतनी रेलिवेंट नहीं है इंक्रीमेंटल वाली, बट अगर आपको देखना हो तो मैंने डाल दिया है क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो। इतना रेलिवेंट नहीं है लेकिन ये, ठीक है। अपन ने बात कर ली। एक और तरीका होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल के दिखाने का, जिसमें आप क्या करते हो, आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हो कि जो भी आपकी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट हुई रिसीवेबल के अंदर, उसके ऊपर आपने कितना कमा के दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप नीचे लो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, ऊपर करो आप, ऊपर लो आप न्यूमरेटर में कि आपका इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हुआ। तो अपन ने जो इंक्रीमेंटल अप्रोच करी थी, इसके अंदर अपना यहाँ पे इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल आया था, इसके ऊपर अपन ने कितना इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किया उसका परसेंटेज अपने को निकालना है। यानी इस पॉलिसी के अंदर अपन ने जितना इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा किया उस पर अपन ने इतना कमा के दिया। तो हर पॉलिसी का ऐसे रेट निकालेंगे और डिसीजन कैसे लेंगे, जिसका हाईएस्ट होना चाहिए एंड जो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था 20% का, उससे ऊपर होना चाहिए। सिंपल। तो ये हाईएस्ट 44.49 है एंड 20% से ऊपर है, तो अपन इसको चूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो सम डिसीजन दोनों तीनों से सेम ही आएगा, लेकिन इतने अलग अलग अप्रोचेस हैं। एमसीक्यू के अंदर ये वाली अप्रोच इंपॉर्टेंट हो जाती है, एमसीक्यू में आ सकती है, चांस है मतलब चांस है कि आ सकता है। इंक्रीमेंटल इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, टोटल वाली डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने आपको तीनों का ओवरव्यू दे दिया, अपना फोकस रहेगा टोटल वाली करने के ऊपर, ठीक है। टोटल वाली समझना, बाकी दोनों को एक बार ओवरव्यू कर लेना बस आप, ठीक है। चलेगा, चलो ये वाला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, लिख के कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे बाद में आएंगे, पहले अपन आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 के अंदर क्या बोला है कि एक कस्टमर है जिसको सेल, एक ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर्स है जिसके पास 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट है। 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट का मतलब है कि 10% बेड डेट होने का चांस है। तो बेड डेट को 10% परसेंटेज बोलते हैं, 10% बोलेंगे अपन, एक सेकंड। तो बेड डेट को अपन 10% बोलेंगे, 10% अपना बेड डेट हो जाएगा। इसने बोला इसको 1.5 मंथ का क्रेडिट लगेगा, 1.5 मंथ का क्रेडिट लगेगा एंड उससे सेल इंक्रीज हो जाएगी हमारी 1 लाख पर एनम की। तो ये कस्टमर को हम 1 लाख का सेल करने वाले हैं, इनको उधारी कितनी लगेगी, 1.5 मंथ लगेगी, 10% का बेड डेट का रिस्क है। एंड बोला है कि इनका प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 80% ऑफ सेल्स। यानी क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 80% ऑफ योर टोटल सेल्स। एक तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स को बताने का ही तरीका है सर, लेकिन इसमें तो वो आई नहीं, एडमिन तो आई नहीं। राजा जो बताएगा वो लेंगे ना, पर प्रोडक्शन बताया, सेलिंग बताया, एडमिन नहीं बताया तो कोई बात नहीं, यही अपना कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा 80% ही, ठीक है। 80% आपका ये हो गया। देन आपको बोला इनकम टैक्स रेट इज 50%, तो अभी इनकम टैक्स भी अपन यूज करने वाले हैं। कंपनी का मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है आफ्टर टैक्स, 25% का, ठीक है। 25% का टैक्स, ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो आफ्टर टैक्स है। यानी कंपनी को इतना रिटर्न चाहिए, क्योंकि कहीं और भी वो लेके आ रही होगी पैसा, वहां से 25% लेके आ रही होगी, तो उसको 25% का रिटर्न भी चाहिए, ठीक है। क्या अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए, एनालाइज करके बताओ। दूसरा, ऑल्सो कंप्यूट, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले पे बाद में आते हैं, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला कैसे करेंगे, सिंपल, यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसी नहीं, यहाँ पे एक ही कस्टमर है। उस एक ही कस्टमर को अपने को बताना है कि इस कस्टमर को अपने को चूज करना है कि नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो इसके में अपने क्या करेंगे, मल्टीपल पॉलिसीज नहीं है, जो अपन काम मल्टीपल पॉलिसीज के लिए कर रहे थे यहाँ पे बस एक कस्टमर के लिए करेंगे। क्या करेंगे, सेल्स उठाएंगे, सेल्स में एक एक करके एलिमेंट्स माइनस करते हुए चलेंगे। सेल्स लिए अपन ने उसकी 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख की सेल होने वाली है, माइनस करेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है 80%, तो 80,000 हो जाएगी। देन आपके पास इसको माइनस करने के बाद जो नंबर आता है इसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट माइनस करने से पहले जो जो आया अपने पास उसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट कॉस्ट। इसको आप नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं दिखाता है, मैं जनरली क्लास में प्रेफर करता हूँ बच्चे को दिखाना, ताकि उसका डिस्टिंक्शन क्लियर हो जाए कि कॉस्ट ऑफ सेल क्या है एंड क्रेडिट कॉस्ट क्या है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। आप इसको नहीं भी दिखाओगे तो भी चलता है, ऐसे ही नहीं दिखाता है, ठीक है। ये 20,000 हो गया और उसके मार्क्स तो कोई कटने नहीं अगर आप लिख के भी आओगे तो बेटर ही है, ठीक है। इसके बाद अपन माइनस करें क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट के अंदर अपने को यहाँ पे एक ही कॉस्ट दी है, कौन सी, बेड डेट। तो बेड डेट माइनस कर देना, 10% बेड डेट का रिस्क है। 1 लाख का सेल है, इसका 10% हो जाएगा आपका बेड डेट कितना, 10,000, ठीक है। ये बेड डेट हो गया। अब आ गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स भी माइनस होना है, पिछले वाले में टैक्स नहीं था, इसमें टैक्स आएगा। टैक्स कितना है अपना, 50% का है, इसमें से 50% टैक्स किया तो 5,000 का गया, आपके पास बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 का, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 5,000 का। इसमें से भी अपना माइनस होना क्या बाकी है, कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन रिसीवेबल्स या फिर डेटर्स, वो अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसकी कॉस्ट कितनी है, अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, 80,000 की है।
80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड से जो 1.5 महीने का है, डिवाइड बाई 12 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। रेट कितनी बोली है क्वेश्चन के अंदर? 25% की। तो वो नीचे निकल के आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये 80,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इंटू 1.5/12 किया, मल्टीप्लाई बाय 25% कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक्ड इन डेटर्स इज 2500। तो अपना नेट बेनिफिट कितना आया? 2500 का आया। 5,000 माइनस 2500 इज 2500। तो अब क्या है? नेट बेनिफिट अपना पॉजिटिव है। यहाँ पे अपन को कैसे डिसीजन लेना है? जब मल्टीपल पॉलिसीज होती हैं तो अपन किसको चूज करते हैं? जिसकी हाईएस्ट वाली होगी। लेकिन जब सिंगल वाली पॉलिसी, जब सिंगल ही है, कुछ कंपैरिजन नहीं है किसी और से, तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर पॉजिटिव है तो चूज कर लो, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर देना। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो चूज कर लेते हैं। तो कंपनी कैन एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। ठीक है, अब पार्ट 1 खत्म हो गया। पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में बोला है कि डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बताओ जो कंपनी शुड बी विलिंग टू अज्यूम इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स वर 30%, 40%, 60%। मतलब बोल रहा है कि कंपनी कितनी मैक्सिमम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर सकती है, कितना मैक्सिमम उसको चलेगा बैड डेट का परसेंटेज। अभी तो जैसे 10% था, वो बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना जा सकता है कंपनी के लिए। ठीक है, और कंडीशन क्या दी है कि अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 30% हो जाए, 40% हो जाए, 60% हो जाए, यानी तीनों केसेस के अंदर आप मैक्सिमम कितना बैड डेट एक्सेप्ट कर सकते हो वो बता दो हमको, उसका परसेंटेज बता दो। बता देंगे अपन। क्या इसका लॉजिक रहेगा बेसिक सा? देखो, अपन मैक्सिमम उतना एक्सेप्ट कर पाएंगे जिससे ये नेट बेनिफिट लोएस्ट टू लोएस्ट जीरो चल जाए। उसके नीचे तो अपन जा ही नहीं पाएंगे, जीरो के नीचे जाएगा तो अपन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो लोएस्ट टू लोएस्ट जीरो जाएगा, उतना मैं ले सकता हूं बैड डेट। उसके नीचे मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं जाना। ठीक है, तो बेड डेट मैक्सिमम उतना ही हो सकता है जिससे ये जीरो हो जाए। अब बेड डेट मुझे पता तो है नहीं, मुझे निकालना है कि कितना हो जाना चाहिए। तो लेट्स से कि बेड डेट मेरा जो मैक्सिमम मैं अलाउ कर सकता हूँ वो बी है। बी है तो उससे अपनी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी? अच्छा, इक्वेशन क्या बनेगी कि अपना ये 20,000 का यहाँ पे ये है, अपना ये प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट कॉस्ट है 20,000 का, इसमें से बी वाला लेस हो जाएगा आपका बेड डेट। तो अपने पास ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 20,000 माइनस बी, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये 20,000 माइनस बी। उसमें से फिर अपन टैक्स माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 50% का टैक्स माइनस हो जाएगा। तो अपने पास ये आ जाएगा फिर। तो अपन अब पूरी इक्वेशन को, पूरी टेबल को एक तरीके से बी की फॉर्म्स में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? ये 20,000 था मेरे पास, उसमें से मैंने बी लेस करा बेड डेट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 20,000 माइनस बी। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इंटू 1 माइनस सी से, तो बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से मुझे माइनस क्या करनी है? कॉस्ट ऑफ फंड्स लॉक्ड इन डेटर्स। ये मैक्सिमम मेरा लोवेस्ट टू लोवेस्ट जीरो जा सकता है। ठीक है, तो इससे निकल के आ जाएगा, अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट कर दूंगा तो मुझे निकल के आ जाएगा कि मेरा बी मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स कैसे निकलेगा? 80,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इंटू 1.5/12 करेंगे। रेट मेरी यहाँ पे लिख दूंगा मैं रेट परसेंटेज। अब रेट तीनों केस के अंदर अलग अलग है। पहले मैं 30 बोला, दूसरे में 40 बोला, तीसरे में 60 बोला है। तो जो जो रेट मुझे लगानी है वो रेट मैं यहाँ पे लगा के इस नंबर को कस्टमाइज करता जाऊंगा। ठीक है, अब पहले मेरा काम क्या होगा? मैंने एक इक्वेशन ड्राफ्ट कर दी। इस इक्वेशन को पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। उस सिंप्लीफाइड इक्वेशन को मैं तीनों केसेस के अंदर अलग अलग सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? टी की जगह पे लिख दो 50%, 0.50 है, तो ये 1.50 कितना बचेगा? 1.50 कितना बचेगा? 0.50। ठीक है, ये 20,000 माइनस बी है, दोनों 0.50 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 20,000 इंटू 0.50 एंड बी इंटू 0.50 ये आ गया। और यहाँ पे ये कितना होता है? 80,000 इंटू 1.5/12 होता है 10,000, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे रेट परसेंटेज से। ठीक है, ये अपनी एक इक्वेशन बन के आ गई। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, ये 0.5 भी हो जाएगा, ये माइनस 10,000 इंटू रेट हो जाएगा, जीरो होना चाहिए। अब तीनों केसेस के अंदर ये इक्वेशन लो एंड रेट की जगह पे जो रेट दे रखी है वो डालते जाओ। पहले केस के अंदर रेट बोले 30% की, तो ये इक्वेशन सेम उठाओ, रेट की जगह पे 30 लिख देना। इक्वेशन उठाओ, रेट की जगह पे 30 लिख देंगे। फिर सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। इसको सॉल्व करने पे बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 14,000 की। दैट मीन्स अपन मैक्सिमम बेड डेट 14,000 का एक्सेप्ट कर सकता है, मैक्सिमम 14,000 का एक्सेप्ट कर सकते हैं। टोटल सेल्स 1 लाख की है, 1 लाख की है, और 14,000 बेड डेट एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स मेरी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट में कितना एक्सेप्ट कर सकता हूँ? 14% का एक्सेप्ट कर सकता हूँ। क्लियर? ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा। सेकंड वाले के अंदर रेट की जगह 40% रख दोगे आप, 40% रख दिया, बाकी इक्वेशन सेम रहने वाली है। सॉल्व करोगे तो बी निकल के आ जाएगा 12,000 का, यानी मैं 12% रिस्क एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सिर्फ इसी तरीके से सी में आएगा, जो 60% है उसमें 60% रखोगे तो बी निकल के आ जाएगा 8,000 का। दैट मीन्स 8% में रिस्क एक्सेप्ट कर सकता हूँ इस केस के अंदर। अब आपको एक कंक्लूजन देना है कि ये आप इतना मैक्सिमम इतना एक्सेप्ट कर सकते हो। इन तीनों केसेस में से कौन से वाले के अंदर आप एक्चुअल कस्टमर को एक्सेप्ट कर पाओगे वो अपने को बताना है। ये तो इतना मैं मैक्सिमम ले सकता हूं वो बता दिया मैंने, कस्टमर किन में एक्सेप्ट करूंगा वो नहीं बताया मैंने अभी तक। वो मैं कैसे बताऊंगा? देखो, यहां पे मैंने बोला कि मैं 14% मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता हूं,
ठीक है, एंड कस्टमर की एक्चुअल रिस्क कितनी है, सिर्फ 10% की है। दैट मीन्स मैं जितना एक्सेप्ट कर सकता हूं उसके अंदर अंदर ही है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा कस्टमर को इस केस के अंदर। अगर रेट 40% हो जाती है मेरी, तो मैं 12% एक्सेप्ट कर सकता हूँ, एंड कस्टमर की 10% ही है जो मेरे लिमिट के अंदर अंदर ही है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 8% ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ, जबकि कस्टमर की हो रही है सिर्फ 10% की, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कस्टमर को। बस वही कंक्लूजन हो जाएगा अपना, कंपनी में एक्सेप्ट दिस कस्टमर ओनली इफ केस 1 and 2 बिकॉज only in case 1 and 2 because customers actual default percentage is less than maximum acceptable default percentage. In case 3 the customer shall not be accepted. क्लियर, लिख के कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर जो कस्टमर आपके पास आया है, गुड डीलर्स करके है, नहीं स्लो प्लेयर्स करके हैं, वो आपके पास कस्टमर आया है एंड बोला है कि वो पेमेंट कुछ इस तरीके से करेगा आपको, 30 डेज के अंदर 15% पे करेगा, 60 डेज के अंदर 34% पे करेगा, इस टाइप से कुछ पे करने वाला है, एंड नॉन रिकवरी होगी 1% ऑफ द बिल की। ठीक है, तो ये बेड डेट है। ठीक है, बेड डेट कहीं और नहीं है, इसी के अंदर छुपा हुआ है, कैजुअल तरीके से छुपा हुआ है कि आपका बेड डेट 1% है, क्योंकि नॉन रिकवरी है, तो 1% ऑफ द बिल बिकम्स बेड डेट्स। तो बेड डेट परसेंटेज कितना हो गया, 1% का हो गया। आगे आपको बोला है कि 15 लाख के खर्चेस करके जाएगा आपसे साल भर में। ठीक है, डिलीवरीज टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, उससे फर्क नहीं पड़ता कब डिलीवरी हो रही है, अपने को सेल से मतलब है। प्राइस होगा 1 यूनिट का 150 रुपए का, ऑन विच अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। प्रॉफिट 5 का होगा, और ये प्रॉफिट जो होता है ये हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल्स के भी बताया होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कितनी हो जाएगी, 145 रुपीज़ की हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि 150 का आपका सेल है, उसमें से 5 का आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो एक तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल आपकी 145 की हो जाती है। क्लियर, ये आपकी 145 की कॉस्ट ऑफ सेल होने वाली है। आगे बोला है इट इज एंटिसिपेटेड कि एक्स्ट्रा रिकरिंग खर्चे भी होने वाले हैं 5000 पर एनम के। ये जो खर्चा है एक्स्ट्रा है, 5000 पर एनम का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, तो 145 की तो अपनी हो ही रही है, उसमें 5000 का और जोड़ देंगे अपन। क्लियर, ये बोला एक्स्ट्रा होने वाला है, तो इसको एक्स्ट्रा जोड़ देंगे अपन अभी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इन द हैंड ऑफ गुड डीलर्स इज 24% पर एनम। तो क्या आप ये रिकमेंड करोगे उसको? सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले सेल ले लो, सेल कितनी है, 15 लाख की। ठीक है, सेल में से माइनस करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके अंदर अपने दो आ जाएगा, एक वेरिएबल कॉस्ट है 145 रुपीज़ की पर यूनिट पे, एक 5000 की है, तो वेरिएबल कॉस्ट 145 की निकाल लो आप। 15 लाख की आपकी टोटल सेल्स है, यूनिट्स कितनी होगी, 15 लाख डिवाइडेड बाय 150, यूनिट्स निकल के आ जाएगी, यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना 140 से, तो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। देन आपकी फिक्स कॉस्ट है 5000 की, वो और माइनस हो जाएगी। ये माइनस होने के बाद क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट कॉस्ट 45,000 का आ गया। अब इसमें से क्रेडिट कॉस्ट माइनस होगी, जिसमें आपके पास एक ही कॉस्ट है, कौन सी, बेड डेट्स की। बेड डेट कितना बताया आपको, बेड डेट बोला है 1% का बिल का, तो आपका 15 लाख है, इसका 1% वो पे नहीं करेगा, विच इज 15,000। अब इसके बाद आगे आपके पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, लेकिन टैक्स रेट क्वेश्चन में नहीं है, तो यही आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो जाएगा, तो इसको अपन ने नाम सिंपल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रख दिया, टैक्स है नहीं तो लिखा नहीं अपन उसको। ठीक है, इसमें से माइनस होता है कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे निकलता है अपना, अपन लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड से। इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको नहीं दे रखा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड अपना निकलता कैसे, मैं आपको एक सिंपल चार्ट दिखाता हूँ, ये चार्ट एक बार पॉज करके स्टडी कर लेना। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकलता कैसे है। ठीक है, अगर प्रायोरिटी 1, अगर आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा हो तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपन। अगर आपको डायरेक्टली एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं दे रखा हो तो आप क्या करोगे, आप वेटेड एवरेज से निकालोगे कलेक्शन पीरियड्स का। एक चीज़ समझना, एवरेज कलेक्शन पीरियड और क्रेडिट पीरियड में बहुत फ़र्क होता है। सपोज करो आपने उसको बोला कि हम आपको 60 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एवरेज कस्टमर 60 दिन के अंदर ही लौटा के जाएगा आपको। कुछ नालायक होते हैं, 60 बोलने के बाद भी 100 में ही पे करके जाएंगे, उनको वही ठान ठान रखा है उन्होंने, आप उनको जितना बोलोगे उतना और डिले करेंगे वो लोग, मज़ा आता है उनको। ठीक है, कुछ लोग एकदम सदोरे होते हैं, ये ये शायद सिंधी वर्ड है, हिंदी नहीं है शायद, नहीं समझ। कुछ लोग एकदम बहुत ही मासूम होते हैं, ठीक है, वो बेचारे आपने क्रेडिट दिया अगले दिन ही लौटा के चल जाएंगे, तो वो एक दिन के अंदर चले गए। कुछ लोग एकदम पंक्चुअल होते हैं, 60 दिन के अंदर ही दे के जाएंगे। तो अपने को इन सबके एवरेज से मतलब होता है। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए, अपने को इन सबका एवरेज चाहिए। अपने को क्रेडिट पीरियड से मतलब नहीं, अपने को एवरेज कलेक्शन पीरियड से मतलब है। तो अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा, जिसको अपन प्यार से एसीपी बोलते हैं, एसीपी दया प्रद्युमन, हाँ एसीपी प्रद्युमन था कि दया था, प्रद्युमन था ना, हाँ शायद प्रद्युमन था। तो प्रद्युमन एसीपी अपने को चाहिए होता है। अगर दे रखा हो डायरेक्टली तो अपन वो ले लेंगे, नहीं दे रखा होगा तो अपन निकालेंगे। पैरिटी 2 क्या होगा, अपन निकालेंगे। निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन के अंदर ब्रेकअप दे सकता था
कि लेट्स से आपको बोला 60% कस्टमर्स 30 दिन के अंदर पे करते हैं एंड रिमेनिंग पे करते हैं 50 दिन के अंदर, तो वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे कि 30 दिन के अंदर पे करने वाले 60% कस्टमर, तो 30 इंटू 60% कर दिया। देन 50 दिन के अंदर पे करने वाले बाकी के कस्टमर्स विच इज 40%, तो 50 इंटू 40% कर दिया। तो वेटेड एवरेज क्या निकल के आ गया आपका 38 डेज का एसी पे निकल के आ गया। ठीक है, अगर ये ब्रेकअप भी नहीं दे रखा हो तो आप क्या बोलोगे कि भाई हमारे बस का नहीं है, हमने जो क्रेडिट पीरियड दिया था, आपने जो क्रेडिट पीरियड दिया है अपन उसी को एसीबी मान लेते हैं। आपने 60 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया था, हम एसीबी भी 60 दिन ही ले लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, और क्या करें, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रेकअप एसीबी नहीं दिया है, क्या ब्रेकअप दिया प्रायोरिटी 2 में दे रखा है, ये दे रखा है ना आपको ब्रेकअप, तो उसका वेटेड एवरेज कर दो 30 डेज इंटू 15%, 60 डेज इंटू 44%, 90 इंटू 30%, 100 इंटू 20%। तो एसीबी कैसे निकलेगा 30 इंटू 15, 60 इंटू 34, 90 इंटू 30, 100 इंटू 20%। जो 1% बच गए वो कहीं पे भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो पे ही नहीं कर रहे ना, उनसे आगे क्या लिखोगे आप, जीरो, जीरो डेज, इनफाइनाइट डेज नहीं होगा, वो आएगा ही नहीं, जो पे हो रहा है सिर्फ वही आएगा, 1% बच गया उसका कहीं नहीं आएगा। तो इसका डेज कितना आएगा, एसीपी 71.9 डेज, एसीपी 71.9 डेज। ठीक है, इससे आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लेंगे सबसे पहले, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया, ये 14,55,000 का हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 71.9 से, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, दे नहीं रखा 35 ले लेंगे, रेट परसेंटेज बोला था 24% का, अपन ने वो ले लिया, तो अपना ये कितना आ गया कॉस्ट ऑफ फंड 68,788 रुपीज़ का अप्रॉक्स। क्लियर, ये अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स आ गया, इसको अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया कॉस्ट ऑफ फंड 68,788 एंड अपना नेट प्रॉफिट आ गया, नेट बेनिफिट आया नेगेटिव 38,788, नेगेटिव है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हटाओ, खत्म करो इसको। ठीक है, नेगेटिव है। अब इसका अगर आप ऐसे का आंसर देखोगे तो बहुत गंदा तरीके से सॉल्व कर रखा है, बहुत ही गंदा तरीके से सॉल्व कर रखा है ऐसे ने इसका आंसर, इसलिए मैंने ऐसे का आंसर नहीं लगाया है। मैंने ये जो आंसर है अपना आंसर ऐसे से एकदम मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर है, अपना नंबर भी एकदम करेक्ट आएगा, ऐसे से मैच करेगा, लेकिन ऐसे का जो वर्किंग है वो बहुत गंदी है, इसलिए आप यही वाला मेथड फॉलो करना, आपको इसके पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसे का कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, अपने कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करेंगे जो ये वाला है। क्लियर, आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया ये। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ समझना, मैंने आपको अभी बताया क्या कि एसीपी से मतलब होता है अपने को, ना कि क्रेडिट पीरियड से। सेम अंडरस्टैंडिंग अगले क्वेश्चन के अंदर कैरी फॉरवर्ड करना है अपन। देखिए ये आ रखा है September 24 में 6 मार्क्स का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है, जो क्यों दे रखी है आपको आगे मालूम पड़ेगा। यूजुअली बैलेंस शीट का जरूरत नहीं होता अपने को, लेकिन क्यों दे रखी है मालूम पड़ेगा। आपको बोला है कि आपके एग्जिस्टिंग टर्म्स 110 नेट 45 है एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज का है। ठीक है, एंड करंट बैड डेट लॉस इज 1.5%। सेल बढ़ाने के लिए आप लिबरलाइजेशन करना चाह रहे हो क्रेडिट टर्म्स का, आप सोच रहे हो 210 नेट 45 कर देते हैं, तो आपने क्या किया 110 से 210 पे चले गए। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर रिवीजन वीडियो में बात करी थी कि जो आगे वाला नंबर होता है रिप्रेजेंट करता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करता है कि कितने दिनों के अंदर पे कर दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 10 दिन के अंदर पे करोगे तो 1% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। और लास्ट वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम कितने दिन का क्रेडिट पीरियड हमने आपको दिया है, ये है। ठीक है, तो क्या होगा 45 डेज में आपको मैक्सिमम पे करना ही है, लेकिन अगर आपने 10 के अंदर पे कर दिया तो हम आपको 1% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। ये इसका मीनिंग है, इसको ऐसे रीड करने का है। ठीक है, आपको बोला है कि सेल इससे बढ़ जाएगी आपकी 1/3 ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स, जितनी सेल्स है उससे 1/3 इंक्रीज हो जाएगी आपकी, बेड डेट बढ़ जाएंगे 2% हो जाएंगे, एंड सेल एवरेज कलेक्शन पीरियड जो डिक्लाइन हो जाएगा 20 डेज तक, अभी 30 पे है वो 20 पे आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर 60 डेज, 60 डेज का आपको क्रेडिटर्स ने अलाउ कर रखा है क्रेडिट पीरियड। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर पेड 2 मंथ्स इन एडवांस, 2 मंथ्स इन अरियर, सॉरी अरियर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 मंथ्स को अरियर में पे करते हो। यानी आगे बोला है कि टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी कॉन्स्टिट्यूट परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओनली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे आपको बताइए 15% की, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, क्या कि यहाँ पे आप मेंशन कर दो प्री टैक्स, क्या मेंशन कर दो प्री टैक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आगे मेंशन कर दो प्री टैक्स, बताऊंगा मैं आगे क्या है। ठीक है, वो 15% का दे दिया, आपको बताया कैश डिस्काउंट कितने लोग लेने वाले हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझता, क्वेश्चन बेसिक बेसिक अपने रीड कर दिया, दो पॉलिसी आपको बता दी, पॉलिसी से क्या क्या चेंज आने वाले आपको बता दिया। आपको क्या सॉल्व करना होता है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, ये तो बेसिक आपको पता ही है, अपने को वैल्यूएशन करेंगे सबसे पहले क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। आपको पूछ रहा है दोनों में से
कौन सा पॉलिसी बेटर है, करंट वाला कि नया वाला, तो दोनों का एवेल्यूशन करेंगे, करंट एंड न्यू का। सेल्स से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मुझे चाहिए कि मेरा एग्जिस्टिंग सेल्स कितना है, वो इंक्रीज होके मेरा न्यू वाला सेल्स आएगा। तो सेल्स ही क्वेश्चन मुझे नहीं दे रखा है कहीं पे भी, मुझे सेल्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? यहाँ पे आपको बैलेंस शीट जो दे रखी है वो इसीलिए दे रखी है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, करंट असेट्स के अंदर आपको रिसीवेबल का बैलेंस दिया है 1 लाख का, और आपको आगे क्या बताया है कि आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज एग्जिस्टिंग वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिसीवेबल है ये एक तरीके से क्या है, ये 30 डेज की सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 30 डेज की सेल 1 लाख है तो साल भर की कितनी होगी, निकल जाएगी ना, बस वैसे ही आपकी सेल्स निकल जाएगी। तो 1 लाख डिवाइड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डेज 360 लेने बोला है, तो वैसे अपन कर लेंगे। ठीक है, 1 लाख बाय 30 इंटू 360 आपका आ जाएगा करंट सेल्स 12 लाख। अब बोला है कि 1/3 इंक्रीज हो जाएगी आपकी रिवाइज पॉलिसी के, आपकी नई पॉलिसी के अंदर, तो 12 लाख प्लस उसका 1/3 हो जाएगा 16 लाख की आपकी रिवाइज सेल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आप लेते हो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, दोनों मिला के बनती है अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोला है कि कंपनी कंसिडर्स ओनली द रेलिवेंट और वेरिएबल कॉस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन द फंड्स ब्लॉक एंड रिसीवेबल्स। कंपनी से वेरिएबल कॉस्ट यूज करती है फंड्स कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक एंड रिसीवेबल्स निकालने के लिए। एंड दूसरी चीज, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी फिक्स कॉस्ट बताई नहीं रखी है, तो अपन अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों साथ में लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अपन प्रायोरिटी 2 पे जाते हैं, वो भी नोट्स के अंदर लिखी हुई है, मैंने तभी तो कहा नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ है। अपने को कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल लेना होता है, प्रायोरिटी 1 क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट ले लो। अगर वेरिएबल प्लस फिक्स नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ वेरिएबल ले लेना, वेरिएबल भी पॉसिबल नहीं है तो टोटल क्रेडिट सेल ले लेना, टोटल क्रेडिट सेल भी नहीं दे रखा है तो टोटल सेल्स लेना, खत्म करना। ठीक है, अपने पास फिक्स नहीं है तो अपन से वेरिएबल कॉस्ट लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। ठीक है, तो अभी अपने को क्या चाहिए, अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ, अपने को वेरिएबल कॉस्ट चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है दोनों प्लान्स के अंदर, वो भी नहीं दे रखा है, वो भी नहीं दे रखा है। बस आपको यहाँ पे एक लाइन बता दी है कि आपके जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या, एक तो स्टॉक आप परचेज कर रहे हो वो परचेजेस आपकी आ रही है, दूसरा आपका आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों आपके मिलके बन रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों का कॉस्ट दे नहीं रखा अपने को, इन दोनों का अमाउंट तो अपने को दे नहीं रखा है, वो भी अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो भी पॉसिबल है निकालना। यहाँ पे आपको बोला है कि सप्लाई ने आपको 60 दिन का उधारी दिया है, एंड जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके 2 मंथ्स के अरियर में है। ठीक है, और नीचे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि महीने के अंदर 30 दिन पकड़ लेना। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 2 मंथ्स बोला है मुझे तो ये कितने हो जाएंगे दिन के हिसाब से, 60 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्रेडिटर को भी उधारी में पे कर रहा हूँ 60 दिन बाद, एंड मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी उधारी में पे कर रहा हूँ 60 दिन बाद। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मुझे यहाँ पे पेबल्स करंट लायबिलिटीज दे रखी है, ये जो पूरा है ये पूरा क्या हो गया एक तरीके से आपका पेबल्स हो गया कि इतना मुझे पे करना है, लौटाना है उधारी। ये जो मेरा पूरा है उधारी 156 का करंट लायबिलिटीज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से 60 डेज ऑफ परचेजेस जो आप क्रेडिटर से करके आए हो, इन 60 डेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसकी आपके पास उधारी पड़ी हुई है, ये दोनों का 60 डेज का बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है कंबाइंड वाला। लॉजिकल सी बात। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू परचेज प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,56,000, तो वो क्या बन जाता है 60 डेज बैलेंस ऑफ परचेजेस प्लस 60 डेज बैलेंस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अपन इसको लिख सकते हैं 60 डेज बैलेंस ऑफ परचेजेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंबाइंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे तो चाहिए ये 60 डेज का मतलब नहीं है, 60 का अगर है मेरे पास तो 360 का निकाल लो। क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 360 कर देंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे। तो अपन ने क्या किया, डिवाइड बाय 60 किया, मल्टीप्लाई बाय 360 कर दिया, कितना निकल के आ गया 936। ये 936 मेरा क्या है, टोटल परचेजेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, सिंपल है। फिर उल्टा कर दिया अपन ने, रिवर्स कैलकुलेट करके अपन ने बैलेंस फिगर निकाल लिया। ठीक है, ये अपना एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर है। अब ये वेरिएबल है तो वेरिएबल की अपने को परसेंटेज टर्म्स में चाहिए कि परसेंटेज कितना है इसका। करंट लेवल के ऊपर 12 लाख की सेल है, 12 लाख के ऊपर ये परसेंटेज बनता है 78% का, तो अपनी रिवाइज सेल हो जाएगी 16 लाख की, उसके ऊपर भी 78% ही लगेगा। तो 16 लाख के ऊपर 78% कितना होता है, 1248 का होता है। वेरिएबल कॉस्ट भी निकल के आ गई। ये इसके अंदर एक बहुत खास पॉइंट था, यही दो इसके अंदर नए पॉइंट्स थे। तो अपन ने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया, 1248 माइनस किया। इसके बाद अपने माइनस क्या होगी, क्रेडिट कॉस्ट माइनस होने लग जाएगी। सबसे पहले बैड डेट होगा, बैड डेट 1.5% एंड 2% बोल रखा है, वो अपन किस पे निकालेंगे, क्रेडिट सेल्स के ऊपर निकालेंगे। देन सेकंड और एक और कॉस्ट है, कौन सा, कैश डिस्काउंट भी है इसके अंदर। कैश डिस्काउंट के बारे में क्या बोला है, नीचे बोला बताया आपको कि 50% एंड 80% ऑफ कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू अवेल कैश डिस्काउंट अंडर एग्जिस्टिंग एंड लिबरलाइजेशन स्कीम रिस्पेक्टिवली। यानी जो अपनी एग्जिस्टिंग सेल्स है उसके अंदर 50% कस्टमर जो हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स
वो कैश डिस्काउंट अवेल करते हैं, यानी वो 10 दिन के अंदर पे कर लेते हैं, 1% डिस्काउंट लेके चल जाते हैं। तो अपन ये कैसे निकालेंगे, कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, अपनी टोटल सेल्स 12 लाख की है, 12 लाख की है, कि 12 लाख में से 50% जो लोग हैं सेल्स के टर्म्स में वो अपने को जल्दी लौटा देते हैं 10 दिन के अंदर, यानी 6 लाख रुपए जल्दी लौटा देते हैं। उस 6 लाख के ऊपर अपन इनको 1% कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो 12 लाख इंटू 50% इंटू 1%। अब इसके अंदर बोला है 80% लोग अवेल कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने कैश डिस्काउंट बढ़ा के 2 कर दिया। तो 16 लाख के अंदर 80% लोग देंगे, 16 लाख इंटू 80% इंटू 2% आपका आ जाएगा कितना, 25,600 का कैश डिस्काउंट आ जाएगा। ये लेस करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 240, 294, 400। टैक्स माइनस होगा, इसके बाद टैक्स 30% दे रखा है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसके बाद आप माइनस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ फंड्स माइनस करोगे। वो निकालने का क्या तरीका होगा, पहले आप नीचे लोगे अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स को एवरेज कलेक्शन पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे एंड उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी रेट की परसेंटेज से। ठीक है, पहले वाली पॉलिसी के अंदर है 936 का कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही लेनी है, तो ये पूरा 936 ही लेंगे अपन। 936 लिया, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 का था, डिवाइड बाय 360 किया, मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज करना है। रेट बोली है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की 15%, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, वो रेट है प्री टैक्स की, मुझे पहले उसको पोस्ट टैक्स बनाना पड़ेगा। कैसे करूंगा, इंटू 1 - t करके, तो उससे वो पोस्ट टैक्स बन जाएगी। तो उस पोस्ट टैक्स रेट से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 8190 की निकल के आएगी। सेम इसी तरीके से प्रपोज वाली पॉलिसी के अंदर भी करोगे, उसमें डेज कम होकर 20 हो जाएंगे एंड सेल्स की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये निकल के आएगा 7280 का, ये माइनस करी मैंने एंड मेरे पास आ गई नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट। ठीक है, जब भी दो पॉलिसी कंपेयर करो, सिर्फ 2 ही पॉलिसी कंपेयर करो, तो ये भी बता देना कि इंक्रीमेंटल बेनिफिट कितना हुआ है। इंक्रीमेंटल बेनिफिट इसके अंदर कितना हो गया, इसके अंदर हुआ है 38,990 का। तो क्योंकि नई पॉलिसी में 38,990 का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो मैं उसको चूज कर सकता हूँ। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, अब मेरे को आपको समझाना था कि मैंने ये क्यों बोला कि ये प्री टैक्स है। देखो लॉजिकली मैंने आपको क्या बोला है, पहले भी मैंने बात करी है, कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर मैंने आपको ये बात करी थी कि जब भी कॉस्ट लिखा होता है तो दैट शुड ऑलवेज मीन इफेक्टिव कॉस्ट, यानी आफ्टर टैक्स, सब कुछ काट पीट के। तो जब भी कॉस्ट लिखा हो दैट शुड मीन आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो आइडियली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा हुआ है, तो दिस शुड मीन आफ्टर टैक्स ओनली, कि 15% आफ्टर टैक्स की कॉस्ट है। लेकिन ऐसे ने इसको प्री टैक्स मान के सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये एमटीपी है एंड ये लोग बाज नहीं आएंगे अपनी हरकतों से। पूरा क्वेश्चन अच्छा बनाया, एकदम प्यारा बनाया, बस एक जगह लोगों ने गलती कर दी। ठीक है, गलती कर दी, तो ये वहां पे लोगों ने प्री टैक्स ले लिया। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप प्री टैक्स मेंशन कर दो। ठीक है, प्री टैक्स मेंशन कर दो, बस तो उससे काम हो जाएगा आपका, आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में गलतियां नहीं होती है। ठीक है, अब एक चीज समझना, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का क्या लॉजिक है। अच्छा देख, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे जो मेरा बेनिफिट निकाल रहा हूँ वो आफ्टर टैक्स निकाल रहा हूँ, तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी जो लेस होगी वो भी आफ्टर टैक्स ही होगी। यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स आएगी हमेशा आफ्टर टैक्स आएगी। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि जो रेट है वो प्री टैक्स है, तो पहले आप उसको पोस्ट टैक्स बनाएंगे, उसके बाद वो यहाँ पे आएगी। जैसे अपन ने क्या किया, पहले उस प्री टैक्स रेट को अपन ने पोस्ट टैक्स बनाया, उसके बाद अपन ने निकाला कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो हमेशा पोस्ट टैक्स ही निकालना है अपने को। क्लियर है ये चीज़, क्वेश्चन समझ में आ गया, प्यारा क्वेश्चन था बहुत, लिख के कर लेना, बताना कमेंट में कितना अच्छा लगा। अब दूसरी चीज़ समझना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड बता दिया 30 डेज का है, यहाँ पे बता दिया एवरेज कलेक्शन पीरियड 20 डेज का है। अगर ये ना बताया होता तो आप क्या करते, सर आप क्या करते, एवरेज कलेक्शन पीरियड अपन निकालते, कैसे निकालते, वेटेड एवरेज से निकालते। सर वेटेड एवरेज कहाँ से निकलता, ब्रेकअप दे रखा है क्या क्वेश्चन में, कि कितने लोग कब कब पे कर रहे हैं, ये दे रखा है ना आपको। 50% कस्टमर्स एंड 80% कस्टमर्स अवेल करते हैं कैश डिस्काउंट। 50% कस्टमर्स कैश डिस्काउंट अवेल करते हैं, यानी वो 10 डेज के अंदर पे करते हैं। 80% कस्टमर्स नई पॉलिसी में अवेल करते हैं, यानी वो 10 डेज के अंदर पे करते हैं। तो आपको ये तो मालूम पड़ चुका कि 10 डेज के अंदर कितने लोग पे करते हैं, बाकी जो बचे हुए होंगे उनको अपन मान लेंगे कि वो एकदम लास्ट डे के ऊपर पे करके जा रहे हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, पहले एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात करते हैं। अपन बोलेंगे कि देखो 50% लोग कैश डिस्काउंट, नई पॉलिसी की बात करते हैं ना, इसमें 50-50 है तो सेम हो जाएगा, इसमें 80-20 हो जाएगा, तो बेटर समझ में आएगा आपको। 80% लोग कैश डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, यानी 80% लोग मासूम 10 दिन के अंदर ही पे करके चल जा रहे हैं। अब वो 10 दिन के अंदर कितने भी दिन पे पे कर सकते थे, 1 2 3, अपन मानेंगे कि 80% लोग 10वें दिन ही पे कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, 10 डेज इंटू 80% कर देंगे। अब बाकी 20% का अपन क्या लेंगे, कि बाकी 20% कब पे कर रहे हैं, अपन मानेंगे कि बाकी 20% एकदम आखिरी दिन जो है 45th डे उस दिन पे कर रहे हैं। ये अपना अजम्पशन जाएगा और कोई तरीका नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 45 डे पे अपना आ जाएगा बाकी 20% का, इससे अपना एसीपी निकल के आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ नहीं है, सही सही एकदम ये। ठीक है, एसीपी निकल के आ जाएगा यहाँ से, समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ठीक है,
हो गया ये क्वेश्चन लिख के, दिस मार्क्स द क्लोजर। अभी अपना एक क्वेश्चन बचा था जो मैं आपको छोड़वा के आया था, क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, ये एकदम वैसा ही है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 था, बिल्कुल वैसा ही है, उससे छोटा ही है। एंड एग्जाम में आ रखा है September 24 में 5 मार्क्स का। ठीक है, इसके अंदर बस एक नया पॉइंट क्या इंट्रोड्यूस कर दे, मैं आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे एक नया पॉइंट एक्सप्लेन किया आपको कि आपकी सेल तो बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा आपको बोला है जो क्रेडिटर्स है ना वेरिएबल कॉस्ट के, आर रेडी टू गिव 15 days एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड। ये एक नया पॉइंट है इसके अंदर बस। यूजुअली अपना क्या होता है, अपन क्या मान के चलते हैं कि अगर मेरी सेल बढ़ रही है तो सिर्फ डेटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। देखो, आपकी वर्किंग कैपिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, रॉ मटेरियल भी होता है, डेटर्स भी होते हैं, फिनिश गुड्स भी होते हैं, राइट। तो अपन क्या लेके चलते हैं, सिर्फ डेटर्स इंक्रीज हो रहा है तो अपन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स निकालते हैं, अपन बाकी सबको एक बार के लिए कांस्टेंट पकड़ के चलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि आपका डेटर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि सेल बढ़ रही है और क्रेडिट पीरियड चेंज हो रहा है, तो डेटर तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। यहाँ बोला है क्रेडिटर्स जो है ना हमारे वेरिएबल कॉस्ट के, दे आर रेडी टू गिव 15 days एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड। तो यहाँ पे उधारी भी अपने को एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो जो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना वर्किंग कैपिटल की इस पॉलिसी की वजह से, वो पूरा पूरा ये नहीं आएगा। अपन पहले इसमें से ये भी मैनेज करेंगे कि मेरे क्रेडिटर ने मुझे कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया, क्रेडिटर ने भी तो मुझे एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया है, तो जितना डेटर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा उसमें से माइनस करेंगे कि क्रेडिटर ने कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया, तब जाके मेरे पास आएगा कि मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ है मेरा रिसीवेबल्स के अंदर। तब जाके मेरे पास आएगा नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्रेडिटर ने एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया तो उतने से आपकी इन्वेस्टमेंट बच गई। क्रेडिटर का तो पता है ना आपको कि वो एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव कर देते हैं। ठीक है, जहां लेट से आपको 0 डे पे करना होता, उन्होंने बोला कि जा मैं तेरे को 15 दिन का एक्स्ट्रा क्रेडिट देता हूँ, तो अब आपको 15 दिन के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो 15 दिन के लिए आपको पैसों की जरूरत कम पड़ी, तो आपका वर्किंग कैपिटल कम हो गया एक तरीके से, ऐसा समझ लो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में लॉजिक अपन ने रिवीजन वीडियो में डिस्कस कर रखा है इसका। तो अपन क्या करेंगे, डेटर्स जिस तरीके से इंक्रीज निकालते थे वो तो निकालेंगे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट डेटर्स तो निकालेंगे निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे क्रेडिटर्स कितना इंक्रीज हो गया है। तो अपन क्या करेंगे, इसका एक नोट बनेगा नीचे, कॉस्ट ऑफ सेल ली वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, उसको मल्टीप्लाई किया अपन ने क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 360 से, उससे आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट डेटर्स निकल के आ जाएगा। ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट डेटर्स, यहाँ तक का अपन काम नॉर्मली भी करते थे। इसमें से माइनस करेंगे कि क्रेडिटर ने कितना उधारी एक्स्ट्रा दिया है। वो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रेडिटर्स फॉर वेरिएबल कॉस्ट आर रेडी टू गिव 15 days एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड। जो एडिशनल कॉस्ट आप इनकर करने वाले हो इसकी वजह से, उसके ऊपर 15 दिन का उधारी मिलने वाला है आपको एक्स्ट्रा। तो आप एक्स्ट्रा कितनी इनकर कॉस्ट इनकर कर रहे हो वेरिएबल कॉस्ट की, देखो 15 लाख तो आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर भी पे कर ही रहे थे, पॉलिसी 1 के अंदर आप 1.5 लाख एक्स्ट्रा इनकर करने वाले हो। ठीक है, ये 15 लाख है, 1.5 लाख एक्स्ट्रा इनकर करने वाले हो। पॉलिसी 2 के अंदर आप 2.5 लाख एक्स्ट्रा इनकर करने वाले हो। तो उस 1.5 लाख के ऊपर 15 दिन का क्रेडिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, इस 2.5 लाख के ऊपर आपको 15 दिन का क्रेडिट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपके क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1.5 लाख इंटू 15/360, यहाँ पे 2.5 लाख इंटू 15/360। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, यहाँ पे इसे के ICICI ने कैलकुलेशन शो नहीं कर रखी है, यहाँ पे हो जाएगा ये 1.5 लाख इंटू 15/360, यहाँ पे हो जाएगा 2.5 लाख इंटू 15/360, 2.5 लाख इंटू 15/360 10 लाख 10,417, यहाँ पे हो जाएगा 6250। क्लियर। अब इसमें से आपका जो ये इन्वेस्टमेंट डेटर्स था उसमें से पहले माइनस करोगे आपका जो क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ, फिर आपके पास निकल के आएगा नेट इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, इसके ऊपर आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स निकल के आएगी। ठीक है, तो 2,68 में 6250 गया तो कितना बचा, 262,500 बचा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 20% की रेट से तो आपके पास निकल के आ जाएगी आपकी। ये ऐसे ही होगा, लिख के करना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया अपना। अब अपन आते हैं हॉट टॉपिक, छू नहीं पाऊंगा मैं इसको, फैक्टरिंग पे आते हैं अपन। और बताओ क्या चल रहा है ज़िंदगी में, सब बढ़िया। पीते पीते यही तो बातें होती है
पानी। ठीक है, इवैल्यूएशन के लिए रेडी हो जाते हैं। फैक्टरिंग का इवैल्यूएशन करना है अपने को भी। फैक्टरिंग फर्म है, आपको पता है फैक्टरिंग के अंदर आपके दो टाइप के टॉपिक आते हैं। एक आपका आता है इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग, जिसके अंदर सिर्फ कलेक्शन सर्विस होती है। एक आता है फैक्टरिंग जिसके अंदर आपके पास कलेक्शन के साथ साथ एडवांस सर्विसेज भी होती है, जिसमें आपको एडवांस भी मिलता है। दोनों की वर्किंग अलग अलग तरीके से होती है। अपन सबसे पहले करने वाले हैं कलेक्शन वाली सर्विसेज। ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी कलेक्शन है कौन सी एडवांस है? मालूम पड़ेगा आपको देख के क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला है फैक्टरिंग फर्म इज ऑफर्ड अ कंपनी टू बाय इट्स अकाउंट रिसीवेबल। एंड ये चीज़ मैं आपको इस यूनिट के लिए बोलूँगा कि इस यूनिट का ये जो अभी टॉपिक है अपना फैक्टरिंग वाला, इसके लिए आपका रिविजन वीडियो देखा हुआ ज़रूरी होना चाहिए। जो अपना रिसीवेबल्स का रिविजन वीडियो है वो प्लीज़ इसको देखा हुआ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे इतने छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपने अगर इसको सिर्फ कैजुअली लिया कि सर आप बोलते जा रहे हो मैं सुनता जा रहा हूँ, तो वो आप वहाँ पे गलती कर दोगे। ये फैक्टरिंग इज़ अ टॉपिक जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। प्लीज़ इसका रिविजन वीडियो चेक करना, उसके बाद ही आप ये वाले क्वेश्चंस मेरे साथ देखना। ठीक है, चलो। फैक्टरिंग फर्म है जिसने आपको ऑफर किया है कि रिसीवेबल्स बाय करेगी आपके, एंड आपको बोला है कि आपका करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड 80 डेज़ का है, एंड हाफ ऑफ द डेट इज डिफॉल्ट। आपको बोला फैक्टर ने अग्री किया है कि वो इनसे खरीद लेगा एंड आपको पे कर देगा 60 डेज़ के अंदर। वो आपके डेटर्स का कलेक्शन करके आपको 60 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देगा, एंड कोई बेड डेट भी होगा तो वो भी सारा वही सफ़र करने वाला है। ठीक है, डेटर्स ही सफ़र करने वाले हैं। फैक्टर विल चार्ज कमीशन एट द रेट 2%, उसके बदले वो 2% आपके कमीशन चार्ज करेगा। एंड वो आप स्पेंड करते थे, कंपनी स्पेंड करती थी 1 लाख रुपए पर एनम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटर। डेटर को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए आप 1 लाख का पेमेंट करते थे। एंड ये जो कॉस्ट थी अवॉइडेबल कॉस्ट थी। अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब आप फैक्टर आपसे रिसीवेबल्स परचेज कर लेगा एंड आप सारे रिसीवेबल्स को फैक्टर मैनेज करेगा, तो अब आपको खुद से आपको डेटर्स को मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तो अब अगर क्योंकि ये कॉस्ट अवॉइडेबल है, क्योंकि ये कॉस्ट अवॉइडेबल है, तो आपकी जो 1 लाख की कॉस्ट है ये अब आपकी अवॉइड हो जाएगी। अवॉइडेबल तो अवॉइड हो जाएगी, अब आप इनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनुअल क्रेडिट सेल्स आपकी 90 लाख की है। ठीक है, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट 80% ऑफ सेल्स की है, एंड कंपनी जो भी करंटली फाइनेंसिंग करा के लेके आती है उसके ऊपर 15% कॉस्ट पे करती है। 365 डेज अपने को साल के अंदर पकड़ने हैं, एंड पूछ रहा है कि क्या फैक्टरिंग कराना चाहोगे। कैसे वैल्यूएशन करते हैं? अगेन कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, बेनिफिट देख लो कितना हो रहा है आपको फैक्टरिंग की वजह से, उसमें से कंपेयर कर लेना कि कॉस्ट कितनी हो रही है, देखना नेट नेट बेनिफिट है कि नेट नेट कॉस्ट है। ठीक है, उस टाइप से अपना डिसीजन निकल के आएगा। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एनुअल सेविंग्स निकाल लेते हैं कि फैक्टरिंग की वजह से सेविंग्स क्या क्या होने वाली है। सबसे पहले सेविंग क्या हो जाएगी समझना, आपकी 1 लाख का जो परिणाम है ये बच जाएगा आपका डेटर के ऊपर, तो आपका 1 लाख का सेविंग हो गया। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन सेव्ड। दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा चीज़ ये है कि आपके बेड डेट्स बच जाएंगे, क्योंकि अब उसने क्या है, बेड डेट्स होंगे तो वो खुद ही सफ़र करेगा, फैक्ट्री सफ़र करेगा। ठीक है, फैक्टर को विजुलाइज करना चाहते हो कि फैक्टर कैसा दिखता होगा? वसूली भाई, वसूली भाई था ना गोलमाल में, वही फैक्टर है। ठीक है, तो कितने बेड डेट्स होते थे आपके? 0.5% बेड, आपके जो डेटर्स थे वो बेड डेट कर देते थे। तो आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी होती थी साल भर की? आपकी 90 लाख की होती थी, उसमें से 0.5% तो आपको पे करते ही नहीं थे। तो अब आपको ये बेड डेट नहीं बेयर करना पड़ेगा, तो आपकी आपकी बेड डेट्स जो हैं वो सेव हो जाएंगे। तो कितने बचा लोगे आप? 90 लाख का 0.5%, 90 लाख का 0.5%, 0.5% को लिखोगे 0.5%, जो आता है 45,000। इतना आपका बच जाएगा। ये आपका सेकंड नंबर की सेविंग हो गई। थर्ड सेविंग क्या हो गई? पहले आप 80 डेज के अंदर कलेक्ट करते थे, अब वो इतने प्यार से बात करेगा कस्टमर से। फैक्टर काफ़ी प्यार से बात करते हैं, पता है आपको? प्यार से, हाथ से, प्यार लातों से, बहुत प्यार से बात करते हो। ठीक है, तो 60 डेज के अंदर कलेक्ट करा के दे देंगे आपको। तो आपका 20 दिन पहले आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा। अगर आपको पेमेंट 20 दिन पहले रिसीव हो जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट डेटर्स 20 दिन से कम हो जाएगा। पहले आपको 80 दिन का पैसा ब्लॉक रहता था आपके डेटर के अंदर, अब आपका 20 दिन का 60 दिन का पैसा ब्लॉक होगा, तो 20 दिन का आपका इन्वेस्टमेंट बच गया। 20 दिन का इन्वेस्टमेंट बच गया, तो आप जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे करे थे 15% की, वो आप कम फंड्स के ऊपर पे करोगे, तो आपकी वहां पे कॉस्ट ऑफ फंड्स सेव हो जाएगी। वो कॉस्ट ऑफ फंड सेव कैसे निकालोगे आप? 80 दिन का था, 60 दिन पे आ चुका है, एक तरीके से 20 दिन की इन्वेस्टमेंट सेव हो चुकी है। तो आपकी एनुअल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल कितनी थी? एनुअल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल कितनी है? 90 लाख है, उसका 80% करेंगे तो एनुअल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल आ जाएगी। वैसे अपने को टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स लेनी होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल लेनी होती है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ही दे रखी है, सिर्फ फिक्स तो दे नहीं रखी है।
तो अपन सिर्फ वेरिएबल लेंगे। प्रायोरिटी 2 क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट। तो 80% इसकी 90 लैक्स का 80% अपनी हो जाएगी एनुअल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये एनुअल कॉस्ट है। पहले इसके ऊपर अपन 80 दिन का इन्वेस्टमेंट करते थे, अभी 60 दिन का कर रहे हैं, तो 20 दिन का अपना इन्वेस्टमेंट सेव हो जाएगा। तो इंटू 20/365 का आपका इन्वेस्टमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? 90 लैक्स इंटू 80%, ये आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया अपने 80 माइनस 60 20 डेज से, डिवाइड किया 365 से, उससे अपने पास क्या आ गया कि अपना कितना इन्वेस्टमेंट एक तरीके से कम हो गया रिसीवेबल्स के अंदर। अब इसके ऊपर आप बचा लोगे कितने की कॉस्ट? 15% की कॉस्ट। तो उसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 0.15 से, तो आपका जाकर कि आपने कितनी कॉस्ट सेव कर ली। लॉजिकली समझोगे तो ऐसे होगा, 90 लैक्स का 80%, ये 90 लैक्स, एक सेकंड होगा, ये 90 लैक्स है, इसका 80% आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, पहले इसके ऊपर 80 डेज का इन्वेस्टमेंट होता था, 80/365 का, अब इसके ऊपर हो रहा है 60 डेज का ही। तो इतना आपका इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट सेव हो गया। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट अपना सेव हो चुका है। अब इसके ऊपर अपन बचा लेंगे कितना पैसा? 15% का अपना कॉस्ट बचा लेंगे। जो इन्वेस्टमेंट बचा वो अपना सेविंग नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने जो पैसा आप पे करने वाले थे, कॉस्ट ऑफ फंड्स पे करने वाले थे, वो आपका सेविंग है। तो उसको इंटू 15% कर दिया। बस वो सबको इसने एक ही साथ में एक लाइन में लिख दिया इसी ने। ठीक है, कितना आ गया? 59,178। तो ये आपका टोटल सेविंग आ चुका है। बदले में ये क्या लेके जा रहा है? सिर्फ कमीशन, सिर्फ कमीशन। कमीशन कितनी लेके जा रहा है? ये 2% की लेके जा रहा है। तो आपसे जितनी भी सर्विस, जितने भी डेटर्स की सर्विस लेगा ये, जितनी भी डेटर्स की सर्विस देगा आपको ये, उस पर 2% चार्ज करेगा ये। साल भर देने वाला सर्विस 90 लाख का आपको कलेक्ट करके देने वाला है, तो 90 लाख के ऊपर 2% ही चार्ज पे कर आपको उसको पे करना पड़ेगा। 90 लाख पे 2% आपको पे करना पड़ेगा, तो 180 का आपका फैक्टरिंग कमीशन हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे तो आपकी सेविंग ज़्यादा है एंड आपकी कॉस्ट कम है। तो आपका नेट नेट बेनिफिट कितना हो रहा है? 24,178 का। तो आपका नेट बेनिफिट हो रहा है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका सिर्फ कलेक्शन सर्विस, इसमें एडवांस मौजूद नहीं था। कलेक्शन में क्या होता है? बोलता है मैं कलेक्ट करके दे दूंगा, प्यार से बात करूंगा, कलेक्ट करा के दे दूंगा। एडवांस में क्या बोलता है? एडवांस में अपन उसको बोलते हैं कि देख तू 60 दिन में कलेक्ट तो करा के दे ही देगा, तू मुझे आज ही एडवांस दे दे, आज ही एडवांस दे दे। तो 80 से 60 तक कैसे लेके आए? प्यार से बात करके। 60 से 0 पे आपने उसको एडवांस, उसने आपको पेमेंट कर दिया, आज ही पैसा दे दिया। कैसे दिया? 60 से 0 पे कैसे दिया? एडवांस सर्विस देके, कि आपको वो एडवांस दे रहा है। एडवांस यानी एक तरीके से लोन समझ लो, आपको लोन दे रहा है, एडवांस दे रहा है, तो ये लोन सर्विस होगी एक तरीके से। ठीक है, 60 से 0 पे लेके आने के लिए, समझा? तो वो कब होती है? जब फैक्टर लिखे, जब क्वेश्चन में मौजूद हो वर्ड कि एडवांस दे रहा है, या फिर ये वर्ड मौजूद हो कि वो आपको एडवांस दे रहा है, या फिर वो रिजर्व रखने वाला है कुछ भी, या उसकी इंटरेस्ट रेट मौजूद हो। एडवांस दे रहा है तो इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा, तो वो इंटरेस्ट रेट मौजूद होनी चाहिए, एडवांस वर्ड मेंशन होना चाहिए, तब अपन मानेंगे कि अच्छा वो एडवांस वाली सर्विसेज है। जैसे अपना अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है? टोटल सेल्स 200 लाख की है, जिसमें से 80% क्रेडिट के ऊपर है। तो अभी क्रेडिट सेल कितनी हो जाती है? 160 लाख की है। अपने को सिर्फ क्रेडिट सेल्स से मतलब है ना, पूरा यूनिट ही क्रेडिट सेल्स के ऊपर बेस्ड है, डेटर्स के ऊपर, कैश सेल्स से मतलब नहीं अपने को। ये कौन सी लैक्स लिख दी सर आपने? रुक जाओ। ठीक है, चलो। इट इज ऑफरिंग क्रेडिट टर्म्स ऑफ 240 नेट 120। अभी क्या कर रही है? 240 नेट 120 का क्रेडिट टर्म्स ऑफर कर रही है। ठीक है, इसमें से 50% कस्टमर्स जो हैं वो अवेल करते हैं कैश डिस्काउंट एंड द बैलेंस पे इन 120 डेज। ठीक है, ये किस काम का है आपके? ये आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के काम का है, क्योंकि अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल निकलता है वो अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड से निकलता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड तो अपने को दे नहीं रखा है, अपने को टोटल 120 डेज दे रखा है, उससे मतलब नहीं है। इसको ब्रेकअप को यूज करके अपन एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालेंगे। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट बैड डेट लॉसेज अराउंड 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ये बैड डेट लॉसेज आपके होते थे, एंड फर्म स्पेंड करती थी 2,40,000 टू एडमिनिस्टर इट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब बोला है कि अवॉइडेबल खर्चे हैं सारे के सारे, क्योंकि फैक्टर है वो उनको खरीद लेगा रिसीवेबल्स को, एंड वो चार्ज करेगा 2% कमीशन। क्या चार्ज करेगा? 2% कमीशन चार्ज करेगा आपसे। ठीक है, एंड आगे बोला ही विल पे एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स, वो एडवांस भी पे करेगा रिसीवेबल्स के ऊपर। ठीक है, टू द फर्म, कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर? 18% इंटरेस्ट रेट के ऊपर चार्ज करेगा। ठीक है, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें वो एडवांस भी देने वाला है आपको। ठीक है, आफ्टर विथ होल्डिंग 10% एज रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोला है कि वो आपको जब एडवांस देगा तो पहले वो अपना रिजर्व रोकेगा, 10% का रिजर्व रोकेगा। ये क्यों बोल रहा है? मुझे एक बात बताओ, अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे, आपने उसको एक छोटी बातें नहीं करता, आपने बैंक के पास 100 करोड़ का लोन गिरवी रखा है, 100 करोड़ का गोल्ड गिरवी रखा है, गोल्ड, उसमें से आपको वो लोन देगी सिर्फ 60 करोड़ का या 80 करोड़ का, क्योंकि आप बड़े आदमी हो तो आपको शायद ज़्यादा दे सकती है वो, आपको 85 करोड़ का लोन दे सकती है, लेकिन कुछ तो रोकेगी ना अमाउंट।
100 का आपने आपने गोल्ड गिरवी रखवाया तो 85 का ही दिया, 15% अमाउंट रोक लिया, पूरा पूरा थोड़ी देगी वो आपको, कुछ ना कुछ रिजर्व रोकता ही है हमेशा जो भी लेंडर होता है, पूरा अमाउंट कभी नहीं देते। तो सेम वो रिजर्व भी ये फैक्टर भी कर रहा है, जितना रिसीवेबल्स आपने उसके पास में रखवाया है पूरा पूरा थोड़ी उसका एडवांस दे देगा, थोड़ा बहुत रिजर्व रोकेगा। बाद में कुछ ऊंच नीच होगी तो क्या मतलब, क्या मतलब। ठीक है, आप अरशद वारसी निकले तो उसको टोपी पहना के घुमा, उसको टोपी पहन के घूमोगे तो फैक्टर को कि एकदम संजय दत्त लग रहे हो आप तो तो गुम हो गया आप, तो इसलिए उसको रिजर्व रखना पड़ेगा ना अपना। ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आपको पूछ रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, कंसिडर ईयर एस 360 डेज। एंड आगे पूछ रहा है कि बैंक फाइनेंसिंग अवेलेबल है 14% इंटरेस्ट पे, बताओ क्या आपको ये एक्सेप्ट करनी चाहिए क्या। ठीक है, एक सेकंड रुको यार, ये क्वेश्चन आपको पहले कराना है कि अगला वाला कराना है पहले, यही वाला करना पड़ेगा आपको पहले, यही वाला करना पड़ेगा आपको पहले मेरे साथ। चलो अब यही वाला करो मेरे साथ आप। इसमें थोड़ा सा एक नया पॉइंट है, इसलिए मैं देख रहा था कि कोई दूसरा क्वेश्चन पहले कर सकते हैं क्या, यही वाला करते हैं अपन पहले। ठीक है, स्टार्ट कर दिया तो अब यही करेंगे। इसमें क्या अपन करने वाले हैं, इसमें आपको एडवांस मिलने वाला है। एडवांस वाले के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एडवांस अमाउंट निकालते हो कि कितना एडवांस अमाउंट एक्चुअल में होगा। तो अपना स्टेप वन होता है एडवांस अमाउंट निकालने का। अब इसकी जो वर्किंग होती है, ये वर्किंग ना एक पूरी बहुत ही अच्छी बातचीत के ऊपर बेस्ड है। आप जो फैक्टर के पास में बैठे, आपकी बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई, इसके साथ में बहुत प्यारी बातचीत हुई, उससे ये पूरी वर्किंग निकल के आई। जो आपको समझना है तो रिविजन वीडियो के अंदर वो बातचीत मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अपन वो बातचीत नहीं कर पाएंगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा। तो आप वो रिविजन वीडियो में बातचीत सुनना, आपको मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा एकदम कि कैसे होती है वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे अपन शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि आप जब फैक्टर के पास जाओगे तो आप अपने अपने एवरेज रिसीवर लेके जाओगे, एवरेज रिसीवर लेके जाओगे, अपने साल भर के रिसीवर थोड़ी लेके जाओगे, एवरेज रिसीवर लेके जाओगे। ठीक है, तो आपको एवरेज रिसीवर निकालने के लिए कि एक बार में आपके कितने रिसीवर्स पड़े होते हैं, आपको वो चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए पहले आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए। एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालोगे, कलेक्शन पीरियड से तो निकालोगे, तो पहले आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए। तो आपको यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जो आपको ब्रेकअप दे रखा है इससे निकालेंगे। 50% कस्टमर्स पे कर रहे हैं 40 डेज के अंदर, ठीक है, एंड बाकी 50% पे कर रहे हैं 120 डेज के अंदर। तो 50 × 40, 50 × 120 कितना हो जाएगा, 80 डेज हो जाएगा। ठीक है, नोट के अंदर नीचे लिखा हुआ है ए सी पी इज इक्वल टू 40 × 50, 120 × 50, 80 डेज। तो आपका 80 डेज का ए सी पी हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अभी अपन क्या निकाल रहे हैं कि मैं एवरेज डेटर्स फैक्टर के पास क्या लेके जा रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स नहीं निकाल रहा हूँ कि मैं कितने डेटर्स उसके पास कलेक्शन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। मैं डेटर्स जो लेके जाऊंगा तो पूरे लेके जाऊंगा, यानी कॉस्ट भी लेके जाऊंगा, प्रॉफिट भी लेके जाऊंगा। ठीक है, सिर्फ कॉस्ट थोड़ी लेके जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई मुझे सारे कलेक्ट करा करे, तो मैं पूरा डेटर्स का बैलेंस लेके जाऊंगा, जो बुक्स के अंदर बैलेंस चल रहा होगा वो लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं टोटल सेल्स वैल्यू को यूज करूंगा, ना कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स को। सेल्स वैल्यू यूज होगी, क्रेडिट सेल्स वैल्यू यूज होगी, क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट सेल्स की वैल्यू यूज होगी, ना कि उसकी कॉस्ट यूज होगी। समझ गए आप। तो अपनी क्रेडिट सेल्स कितनी है साल भर की, 160 लाख की है। 160 लाख के ऊपर मेरा निकल के आएगा एवरेज डेटर्स का बैलेंस। तो 200 लाख इंटू 80% मेरा 160 लाख का क्रेडिट सेल्स हो गया। ये साल भर की है, उसमें से मेरा एवरेज डेटर्स होता है 80 दिनों का। तो इंट 80/360 किया तो मेरा एक बार का डेटर्स कितना होता है, 35, 55, 556। इतना मैं डेटर्स के पास लेके जाऊंगा। मैं सबसे पहले अपनी कमीशन रोकेगा, रिजर्व रोकेगा, रिजर्व रोकेगा सबसे पहले। तो उसने कहा इसमें से 15% का तुम, इसमें कितना कितना रिजर्व था, 10% का, इसमें से पहले 10% का अपना रिजर्व रोक लेगा, इसका 10% का रिजर्व उसने रोक लिया। ठीक है, एंड इसी के ऊपर वो बोलेगा पहले मैं कमीशन भी अभी काट लूंगा। ठीक है, आप बोलोगे सर कमीशन अभी कैसे काट रहे हो, बोले यार तू, मैं तेरे को ये एडवांस दूंगा, फिर तू बाद में मुझे कमीशन देगा, इससे अच्छा मैं इसमें से काट लूँ। तो वो इसमें से कमीशन कट कर लेगा, अपनी 2% कमीशन चाहिए थी उसको, इसके ऊपर वो 2% कमीशन अपने रोक लेगा, इस पूरे के ऊपर 2% कमीशन जाएगी। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, इसके ऊपर 2% कमीशन जाएगी, इसके ऊपर कितनी आ जाएगी, 71,111। इसमें से जो लेस होके आया इसको अपन बोलते हैं एडवांस अमाउंट। नहीं नहीं, ये एडवांस अमाउंट नहीं है, इसको अपन बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, क्योंकि सिर्फ अवेलेबल, इतना आपको देगा नहीं एक्चुअल में। इसमें से पहले एक और चीज कटेगी, मतलब ये सोचिए आपके हाथ में आते आते छीन लिया उसने, दिखाया आपको कि अवेलेबल है, फिर छीन लिया उसने, ये इसलिए इसको अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस बोला अपन ने। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें से वो इंटरेस्ट भी काटेगा, इंटरेस्ट भी काटे। आपने बोला सर इंटरेस्ट अभी, पहले पैसा तो दो, पहले इंटरेस्ट काट दे रहे हो। बोले यार डेटा से भी कलेक्ट करूँ तेरे, फिर तेरे से भी कलेक्ट करता रहूँ इंटरेस्ट, क्या मतलब यार, पहले ही कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इतने रुपए के ऊपर जो आपका अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो पहले ही कट कर देगा। ठीक है, तो इतना आपको देने वाला था, दिया नहीं, बोलेगा इतना जो मैं आपको देने वाला था मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कट करूंगा पहले। तो गलत हो रहा है आपके साथ में,
जो अमाउंट आपको दिया ही नहीं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ऐसे भी चाहता है आपके साथ में गलत हो यहाँ पे। ठीक है, तो यही करना है आपने, वैसे ही करना है, कुछ फ्लॉट नहीं है इसके अंदर, यही करना है। जो आपने यहाँ पे अमाउंट निकाला इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं लेगा। कितना चार्ज करने वाला है वो इंटरेस्ट आपसे? 18% का बोला है, 18% इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है, 18% का इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। ठीक है, तो इस अमाउंट के ऊपर 18% का इंटरेस्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो 18% चार्ज कर रहा था कि आपकी बुद्धि चली, क्योंकि आप मुझसे पढ़े हुए हो, तो आपकी बुद्धि चल गई कि ऐसे कैसे कर सकता है भाई तू, पूरा पूरा 18% कैसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है इसके ऊपर तू। एक तरीके से तू जो मुझे एडवांस दे रहा है वो तो सिर्फ 80 दिनों का ही है, क्योंकि 80 दिन बाद तो कस्टमर वैसे ही पेमेंट कर देते हैं। तो 80 दिन बाद तो तेरे पास वैसे भी कस्टमर पेमेंट कर देंगे। देखो, तू जो मुझे एडवांस दे रहा है वो तो सिर्फ 80 दिनों का ही है, 80 दिन बाद तो वैसे ही पेमेंट आ जाएगा तेरे पास। तो इंटरेस्ट सिर्फ 80 डेज का बनेगा ना। वो मान गया, कुछ बोल भी नहीं पाया। तो अब बेसिकली इंटरेस्ट जो आपने यहाँ पे निकाला ना 31, 28, 88, 889 की 18% का, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 80/360 से। ठीक है, इंटू 18% इंटू 80/360, ये आपका इंटरेस्ट निकल के आया। अब इंटरेस्ट माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपको हाथ में देगा कि जा ले जा। ठीक है, ये ले जा। तो आपका फाइनल एडवांस अमाउंट कितना हो गया? 30,03,733 का। ये अभी तक एडवांस अमाउंट निकल के आया, अभी अपना इवैल्यूएशन होना बाकी है। स्टेप 2 में अपना इवैल्यूएशन होगा। क्या करेंगे? पहले अपन कॉस्ट ले लेंगे, उसके बाद अपन सेविंग्स ले लेंगे। यहाँ पे एडवांस वाले में थोड़ा उल्टा करते हैं, अपन पहले कॉस्ट लेते हैं बाद में सेविंग लेते हैं। आप चाहो तो पहले सेविंग बाद में कॉस्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्क्स पूरे मिलने वाले, आंसर आपका वही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पहले अपन कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में अपनी कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? जो जो आपने कॉस्ट क्या क्या पे करी है बताओ। एक तो आप इंटरेस्ट पे करके आए हो, ठीक है, एक तो आप इंटरेस्ट पे करके आए हो, वो इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे। लेकिन अब बात क्या है, जो वैल्यूएशन अपन कर रहे हैं ना, अपन साल भर का कर रहे हैं। यहाँ पर जो अपन ने वर्किंग करी थी ये अपनी वन टाइम की थी, कि एक बार के डेटर्स कितने हैं, एक बार का इंटरेस्ट कितना है, एक बार का कमीशन कितना है, एक बार का रिजर्व कितना है। अब जो अपन वैल्यूएशन करेंगे वो एनुअल होगा। तो ये जो इंटरेस्ट एक बार का था इसको अपने को साल भर का बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? ये इंटरेस्ट कितने बार का था? एक बार के डेटर का था। ठीक है, साल भर में आप फैक्टर के पास कितनी बार जाने वाले हो? अभी गए हो 80 दिन के लिए, 80 डेज के लिए। आप ऐसे 80 डेज बाद वापस जाओगे, वापस 80 डेज बाद जाओगे, तो आप कितनी बार जाने वाले हो साल भर में? 360/80 करके इतने बार आप उसके पास जाने वाले हो। तो आप अभी इस इंटरेस्ट को जो भी आपका निकला उसको 360/80 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका अब एनुअल हो जाएगा। या फिर आप ऐसा शॉर्टकट समझ सकते हो कि यहाँ पे आपने 80/360 किया था ना, अब उसको वापस 360/80 कर दो, वापस उल्टा कर दो, तो ये एनुअल हो जाएगा। सेम कमीशन को भी आपने यहाँ पे निकाला था 71,111, ये भी आपका 80 डेज के डेटर के लिए था। इसको आप फिर से अगली बार जाओगे तो वापस देना पड़ेगा। कितनी बार देना पड़ेगा? 360/80 टाइम्स आपको साल भर में देना पड़ेगा। इसको भी वापस से आप 360 × 80 कर दो, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल आ गया, टोटल आपका कॉस्ट आ गया। ये दो ही कॉस्ट है सर। रिजर्व, रिजर्व कोई कॉस्ट थोड़ी है, रिजर्व कोई कॉस्ट थोड़ी है, मुझे एक बात बताओ। ठीक है, रिजर्व का मतलब क्या होता है कि अभी उसने रोक दिया है आपसे, जब उसके पास कलेक्ट हो जाएगा तो वापस आपको चुका देगा। वो आपको वापस चुकाएगा, जब जैसे उसके पास कलेक्ट हो जाएगा तो आपको वापस चुकाने वाला है। ऐसा थोड़ी कि रख दिया देगा ही नहीं, अभी कभी देगा, ये सिर्फ रोका है पैसा आपके पास से। ठीक है, कॉस्ट नहीं आपकी है। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट इन ये दो चीज़ें हो गई, ये आपकी जेब से गया, ये तो आपने इसको पे कर दिया। देन सेविंग आपकी क्या होगी? जो आपकी सेविंग होने वाली है, जो आपके बच रहा है। क्या क्या बच रहा है? सबसे पहले तो बैड डेट बच जाएगा। बैड डेट लॉसेज 1% के थे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 240 की थी, एंड बोला ये अवॉइडेबल है, तो बैड डेट बच जाएगा ना। वो इफेक्ट ये आपका बच जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सबसे पहले बैड डेट, ये ध्यान रखना, बैड डेट जो निकलता है हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऊपर निकलता है। तो क्रेडिट सेल 180 लाख की, 160 लाख की है, 160 लाख का 1% बैड डेट था, वो आपका बच जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का 240 की थी, वो बच जाएगी। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट, एक और कॉस्ट यहाँ पे क्या है, कैश डिस्काउंट की भी है। कैश डिस्काउंट भी आप पे कर रहे हो कस्टमर को। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं फैक्टर को बेच दूंगा तो क्या फैक्टर को देने के बाद में क्या मुझे अभी भी कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये एक ग्रे एरिया है, क्योंकि आइडियली कैश डिस्काउंट अब आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आईसीआई ऐसा नहीं लेके चलता है। आईसीआई लेके चलता है कैश डिस्काउंट अभी भी आपको ही देना पड़ेगा। दैट मीन्स आपकी कैश डिस्काउंट की सेविंग नहीं होने वाली। तो आईसीआई कैश डिस्काउंट की सेविंग्स को नहीं लेता है, डिस्काउंट विल स्टिल बी पेड बाय सप्लायर। तो आईसीआई इसको नहीं लेता है कैश डिस्काउंट। आईसीआई हैज अज्यूम्ड दैट कैश डिस्काउंट विल स्टिल बी पेड बाय सप्लायर, तो वो नहीं लेता है। क्लियर है चीज़? ठीक है, समझा आपको ये चीज़? ठीक है, तो ये आपकी ये दो सेविंग हो जाएगी। देन आपकी तीसरी सेविंग क्या आती है? कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड की। क्या आती है? कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड की आपकी सेविंग आती है। कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड अपना यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं आपको सिंपल चीज समझाता हूँ। आपने कलेक्शन वाला समझ लिया कि कलेक्शन के अंदर कैसे हो रहा था कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड। अब आपको आना मेरे साथ नोट्स के ऊपर। ये जो अपनी एडवांस फैक्टरिंग होती है ना,
एडवांस वाला फैक्टरिंग होता है ना, उसके अंदर जो अपना कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड होता है ना, वो ऐसे निकल के आता है। इसका एक सिंपल चार्ट है, अपन इसके ज़्यादा लॉजिक में अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतना टाइम अपने पास लिमिटेड रहेगा। मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड कब निकालना होता है? ठीक है, आप तब निकालते हो जब क्वेश्चन के अंदर इफेक्टिव कॉस्ट निकालने नहीं बोली है, जब क्वेश्चन के अंदर इफेक्टिव कॉस्ट से डिसीजन लेने के लिए नहीं बोला गया है, तो आप क्या करोगे, आप उसके अंदर कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड को ले लोगे। कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ फंड्स बिफोर फैक्टरिंग जो था, फैक्टरिंग कराने से पहले कितना कॉस्ट पे कर रहे थे, फैक्टरिंग कराने के बाद कितना कॉस्ट पे कर रहे हो आप फंड्स के ऊपर, उसका डिफरेंस आपका सेविंग हो जाएगा। ये आता है जब कॉस्ट नो इफेक्टिव कॉस्ट निकाल, जब इफेक्टिव कॉस्ट नहीं निकालनी हो। जब इफेक्टिव कॉस्ट निकालने बोले तो आपके दो केसेस आ जाते हैं उसके अंदर। सबसे पहला, जब आपको फैक्टर का रिवाइज्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा हो, मतलब जैसे आपको बोला हो कि आप अभी 80 डेज के अंदर कलेक्ट करते हो, ठीक है, मैं आपको 60 डेज के अंदर कलेक्ट करा के दे दूंगा। ठीक है, एंड 60 से लेके 0 डेज तक मैं आपको एडवांस दे दूंगा। तो बेसिकली क्या हो गया, यहां पे आपको क्या दिया, फैक्टर का रिवाइज्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया। ठीक है, एंड बोला कि उसके ऊपर आप 60 डेज का एडवांस आपको और देगा। जब आपको ये रिवाइज्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड देगा तब आपकी वर्किंग अलग होगी, एंड जब आपको रिवाइज्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं देगा तब आपकी वर्किंग अलग हो जाएगी। उसमें क्या होगा, जब आपको रिवाइज कलेक्शन एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं दिया, मतलब सिंपल ये बोला कि अभी आप 80 डेज के अंदर कलेक्ट करते हो एंड अभी आपको फैक्टर एडवांस दे रहा है, तो सीधे 80 से 0 का आ गया। बीच में वो कितना डेज पे एवरेज कलेक्शन पीरियड लेके आ रहा है वो नहीं बताया। ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, इसको बीच में रिवाइज्ड एसीपी नहीं दे रखा है। तो जब आपको रिवाइज्ड एसीपी दे रखा हो तब आपकी वर्किंग अलग होती है, रिवाइज्ड एसीपी जब नहीं दे रखा हो तब आपकी वर्किंग अलग होती है। ठीक है, जब आपको रिवाइज्ड एसीपी दे ही नहीं रखा है, ठीक है, जब आपको रिवाइज्ड एसीपी दे नहीं रखा है तो आप क्या करोगे, आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स सेव लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको वर्किंग में कॉस्ट ऑफ फंड्स लेना ही नहीं है। लॉजिक, शॉर्ट सा लॉजिक समझा दूं मैं आपको एक बार के लिए। शॉर्ट सा लॉजिक ये होगा कि देखो, अगर 80 डेज से रिवाइज्ड एसीपी नहीं दिया है, बीच में कुछ नहीं दिया है, सीधे बोल रहा है कि 80 डेज से 0 डेज के ऊपर आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको एडवांस दे रहा है। एक तरीके से अपन ने क्या मान लिया कि अपना एडवांस कितने दिनों का है, 80 डेज का ही अपना एडवांस है। कितने डेज का एडवांस है? 80 डेज का एडवांस है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आप फैक्टर को पे कर रहे हो वो आप उससे 80 डेज के एडवांस लेने के लिए पे कर रहे हो। ठीक है, तो अब आपका अपने यहाँ पे डिसीजन कैसे आएगा? डिसीजन अपना क्या आएगा, अपन इफेक्टिव कॉस्ट निकाल के क्या दिखाना चाहते हैं? अपन इफेक्टिव कॉस्ट निकाल के दिखाना चाहते हैं कि 80 डेज के अंदर मैं मेरे फैक्टर को कितना इफेक्टिव इफेक्टिव पे करता हूं। एंड मैं डिसीजन कैसे लूंगा? मैं डिसीजन लूंगा ये चेक करके कि मैं 80 डेज के अंदर क्या फैक्टर को ज्यादा पे कर रहा हूं, या मैं 80 डेज के अंदर अगर मैं लोन लेके आता कहीं और से तो मैं ज्यादा पे कर रहा होता। तो मैं वैसा कंपेरिजन करना चाहता हूं। तो अब क्योंकि मैं लोन की रेट वर्सेस इफेक्टिव कॉस्ट को कंपेयर करना चाहता हूं, तो अब मेरी सेविंग्स उसके अंदर नहीं आएगी वो रेट निकालने के टाइम पे। मतलब इसका ज्यादा ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन, वरना बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। बट लॉजिक सी बात यह है कि 80 डेज का फैक्टर का रेट भी आएगा, 80 डेज का लोन का रेट भी आएगा, तो दोनों की जो रेट होगी वो डायरेक्ट रेट कंपेयर हो जाएगी। सेविंग्स लेने की नीड नहीं है, रेट रेट से कंपेरिजन हो रहा है ना, तो सेविंग्स लेने की नीड नहीं है। क्लियर बात है? ये केस ये हो गया। जब आपका रिवाइज्ड एसीपी नहीं दे रखा होता है तो आप कॉस्ट ऑफ फंड्स नहीं लेते हैं आपको। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या किया है, कहीं पे रिवाइज्ड एसीपी नहीं बताया। ये बोला है कि अभी आप 80 डेज का कलेक्शन पीरियड है आपका, एंड सीधे बोल दिया कि फैक्टर आपको एडवांस देने को रेडी है। फैक्टर आपको एडवांस देने को रेडी है, रिवाइज्ड एसीपी नहीं दे रखा। दैट मीन्स डायरेक्टली अपन लेके चलेंगे कि 80 डेज से 0 डेज का वो लेके आ रहा है, बीच में कैसे एडवांस देके, यानी 80 दिन के लिए एडवांस दे रहा है एक तरीके से। तो 80 डेज के एडवांस का 80 डेज का फैक्टर की कॉस्ट निकल के आएगी, इफेक्टिव कॉस्ट। वो रेट जो निकल के क्या दिखा रही है, फैक्टर की कॉस्ट दिखा रही है। एंड 80 डेज के अपन जहां कहीं और से भी लोन लेके आते तो वहां पे भी अपन 80 डेज के लिए लोन लेके आते, तो अपन दोनों के रेट कंपेयर कर डिसीजन ले लेंगे कि कहां पर सस्ता पड़ रहा है अपने को। ठीक है, ये लॉजिक ये हो गया। तो अपन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड सेव को नहीं लेने वाले। ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ फंड सेव नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों चीजें आएंगी, तो टोटल मार के 4 लाख हो गया। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट है, ये आपकी सेविंग हो गई। तो नेट नेट कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 483,202 की आ गई। ये आपकी टोटल कॉस्ट पे कर रहा है फैक्टर को। कितने का एडवांस लेके आने के लिए? एडवांस लेके आने के लिए 30,03,733 का। ये आप एक बार लेके आए हो, एक बार लेके आओ, एक लाए हो, अगली बार जाओगे वापस इतना लेके आओगे, फिर अगली बार जाओगे वापस इतना लेके आओगे। तो एक बार के लिए आप इतना लेके आए। ये आपका एडवांस कितने दिनों के लिए आया? 80 डेज के लिए आया। फिर 80 डेज बाद ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद वापस उसके पास जाओगे, वापस आपको उतना सेम अमाउंट देगा वो। फिर 80 डेज बाद वापस जीरो हो जाएगा, फिर वापस जाओगे वापस इतना देगा। तो एक तरीके से ये अमाउंट आता है फिर जीरो हो जाता है, फिर आता है फिर जीरो हो जाता है। एक तरीके से ये साल भर ही आपके पास एडवांस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने इतना अमाउंट पे किया है साल भर के अंदर। कितना एडवांस लेने के लिए साल भर का? 30,03,733 का।
ठीक है, ये आपका रेट निकल के आएगा 16.09%। ठीक है, चलेगा ये चीज़ आपको 16.09। ये फॉर्मूला एकदम लॉजिकल है, गलती इसमें कुछ नहीं है। मैं कोई एक तो टीचर जानता हूँ जो नीचे बोलते हैं कि ये गलत है, कि वन टाइम क्यों आ रहा है। ये लॉजिकल एकदम वन टाइम ही आएगा नीचे। ठीक है, चलो ये 16.09 की कॉस्ट आ चुकी है आपकी। ठीक है, अब आप डिसीजन कैसे लोगे कि आपकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग 16.09% है। इसका मतलब क्या है कि फैक्टर से एडवांस लेके आने के लिए मुझे एक तरीके से इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ी, 16.09% की पे करनी पड़ रही है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप कहीं और से लेके आते पैसा, बैंक फाइनेंस करा के लेके आते तो वो 14% में आपको पड़ जाता। फैक्टर को आप नेट नेट दे रहे हो 16% का इफेक्टिव। वर्किंग कैपिटल आप बैंक से फाइनेंस कराते तो 14% की पड़ती। कौन सा सस्ता पड़ता बताओ आपको? बैंक फाइनेंस। बैंक फाइनेंस, तो आप बैंक फाइनेंस चूज करो ना, आप फैक्टर से क्यों करा रहे हो? बैंक फाइनेंस चूज करो, आप फैक्टर से क्यों करा रहे हो आप? इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्योंकि ज़्यादा है तो आप फैक्टरिंग नहीं कराओगे, आप जाओगे सीधा बैंक से चूज करने के लिए। अगर ये उल्टा होता, ये लेट से 12, ये आपका आता 10% का, लेट से 10% का आता तो अपन फैक्टरिंग कराते, क्योंकि इसकी 10% पड़ रही है एंड बैंक 14% देने वाला है, तो 10% सस्ती है तो अपन फैक्टरिंग करा लेते। क्लियर है ये चीज़? समझा आप? कोई क्वेश्चन लिख के कर लेना। ठीक है, अपन आते हैं अभी May 24 के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है, इसके अंदर रिवाइज एसीपी दे रखा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं सर ये सब चीज़ें भी हैं, रिवाइज एसीपी, रिवाइज एसीपी है, रिवाइज एसीपी नहीं है, ये सब भी है, हाँ सब है इस चैप्टर के अंदर, ये सब रिसेंट क्वेश्चंस के अंदर आ रखा है। ठीक है, अगर आपको अभी तक शायद नहीं पढ़ाया गया तो पॉसिबली आपको अपडेटेड नहीं पढ़ाया गया, रिसेंट अटेम्प्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें टारगेट हो रही हैं, तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। May 24 के अंदर ही टारगेट हुई है ना, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, देखो आपको दे रखा है ब्राइट लिमिटेड करके कंपनी है, उसके एनुअल सेल्स 90% ऑन क्रेडिट के ऊपर है। ये टोटल सेल्स है, इसमें से क्रेडिट कितनी हो जाएगी इसकी, 90%। 750 इंटू 90% कितना होता है, 675। तो क्रेडिट सेल 675 लैक्स की होगी, है ना। देन आपको बोला क्रेडिट पीरियड कितना है, 45 डेज का है। अपने को क्रेडिट पीरियड से मतलब होता है क्या, अपने को मतलब होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड से, जो 70 डेज का है। क्रेडिट पीरियड का मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मतलब है एसीपी जो 70 डेज का है, खत्म। क्रेडिट पीरियड को काट कर दो, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। देन आपको बोला है बेड डेट्स 0.75% के होते हैं। यहाँ आपको बोला है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 1860 की, जिसमें से 2/5 अवॉइडेबल है। तो सिर्फ जो अवॉइडेबल है वही सेविंग होगी, जो अवॉइडेबल नहीं है वो सेविंग नहीं होगी। ठीक है, इसका 2/5 ही लेंगे अपन। कितना, 744 का, ये मेरी सेविंग हो जाएगी। देन आपको बोला है फैक्टर फर्म है जो आपको डेटर्स लेने को रेडी है नॉन रिकोर्स बेसिस के ऊपर। नॉन रिकोर्स का मतलब क्या होता है, रिकोर्स का मतलब होता है सहारा लेने जाना किसी के पास। ठीक है, नॉन रिकोर्स मतलब सहारा लेने नहीं जा सकते आप किसी के पास, यानी फैक्टर आपके पास सहारा लेने नहीं आ सकता। अगर उसको कोई तंग करेगा, कोई अरशद वारसी निकलेगा तो आपके पास नहीं आ सकता। दैट मीन्स कोई भी डेटर अगर बेड डेट करता है तो फैक्टर आपके पास हेल्प मांगने नहीं आ सकता, बेड डेट उसको ही झेलना है। और ये अगर रिकोर्स होता, रिकोर्स मतलब वो हेल्प मांगने आपके पास आ सकता है, अगर उसके पास बेड डेट हो रहा होता तो आपके पास आ जाएगा कि इस बेड डेट को तो मैं नहीं संभाल सकता, तू संभाल, तो बेड डेट आपके ऊपर आ जाता। अभी क्योंकि नॉन रिकोर्स है तो अब बेड डेट आपके ऊपर नहीं आएगा, फैक्टर ही बेयर कर लेगा, क्योंकि वो आपके पास आ ही नहीं सकता हेल्प मांगने के लिए। सिंपल लॉजिक। तो ऐसा समझ सकते हो कि नॉन रिकोर्स के अंदर बेड डेट फैक्टर बेयर करता है, आप बेयर नहीं करते, और रिकोर्स के अंदर बेड डेट्स को आपको बेयर करना पड़ेगा, फैक्टर नहीं करेगा। अगर भूल जाओ तो लॉजिक याद कर लेना कि रिकोर्स का मतलब होता है सहारा मांगने जाना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, चलो। एंड सर्विस चार्ज बोला 2% का। अब कमीशन के बहुत सारे नाम है, कभी सर्विस चार्ज बोलेगा, कभी फी बोल देगा, कभी कमीशन बोल देगा, कुछ भी सर्विस ही बोल सकता है। तो 2% क्या है, ये कमीशन ही एक तरीके से। ठीक है, 2% की कमीशन चार्ज करेगा आपसे वो। आपको बोला है कि वो एडवांस देगा 14% के ऊपर, आफ्टर विथ होल्डिंग, 20% एज रिजर्व, 20% रिजर्व रोकेगा, 2% कमीशन कट करेगा एंड 14% इंटरेस्ट के ऊपर आपको एडवांस दे देगा। लेकिन आपको बोला है कि मैं 45 दिन के अंदर पेमेंट कलेक्ट कर लूंगा कस्टमर से। पेमेंट पीरियड गारंटीड बाय फैक्टर इज 45 डेज। यानी ये क्या है, रिवाइज्ड एसीपी है ये, रिवाइज्ड एसीपी है ये। इसका मतलब है कि आप 70 डेज में कलेक्ट करते थे, ठीक है, 70 से 45 पे कलेक्ट कर, तो 45 तक तो यही कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, 70 से 45 तक तो ये कलेक्ट कर लेगा, तो कलेक्शन पीरियड को रिड्यूस करके इसने 45 पे लेके आ गया। ये फैक्टर का रिवाइज्ड एसीपी है। अब इस 45 डे तक वो वैसे कलेक्ट कर लेता, अगर सिर्फ कलेक्शन सर्विस होती तो आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट मिल जाता, लेकिन अभी वो आपको एडवांस भी दे रहा है,
तो 45 डेज से 0 डेज पे कैसे लेके आएगा वो आपको? एडवांस देके। जो 45 डेज में कलेक्ट होता है वो आपको 0 डेज के अंदर ही उसका एडवांस दे दिया। तो एडवांस कितने दिनों के लिए हो गया? 0 से 45 तक के लिए, यानी 45 डेज के लिए। ठीक है, तो रिवाइज एसीबी कितना हो गया? 45 डेज का हो गया। अब रिवाइज एसीबी अपने पास अवेलेबल है, तो अपना क्या हो जाएगा? इफेक्टिव कॉस्ट की वर्किंग कौन सी हो जाएगी? अब अपनी इफेक्टिव कॉस्ट की वर्किंग ये वाली लगेगी, ना कि ये वाली। ठीक है, आगे बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12.5%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहां पे यूज करते हैं? यानी जहां से भी पैसा लेके आ रहे हो अभी वर्किंग कैपिटल का, उसकी कॉस्ट 12.5% की है, वैसे समझ लो। वन टाइम रिडंडेंसी पेमेंट ऑफ 50,000 इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू फैक्टर। यानी एक बार के लिए आपको फैक्टर को पे करना पड़ेगा कितना रुपए? 50,000 रुपए पे करने पड़ेंगे वन टाइम के लिए। क्यों पे करने पड़ेंगे? ऐसे ही एक्स्ट्रा पे करना है आपको, तो ये भी आपकी कॉस्ट के अंदर जुड़ जाएगा फिर 50,000 रुपये। ठीक है, देन आपको बोला है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकाल कर दिखाओ कंपनी को। ठीक है, डेज पकड़ना है 360 डेज नहीं हो। अच्छा, ये लाइन यहाँ पे शायद गलत आ गई है, कर देना। ठीक है, चलो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एडवांस भी हो तो एडवांस अमाउंट निकालेंगे। एडवांस अमाउंट अब कैसे निकालने वाले हैं? देखो, जब आपको रिवाइज एसीपी आ गया तो इसका मतलब क्या है कि 70 डेज तक तो आप कलेक्ट कर रहे थे, 45 डेज तक तो वो कलेक्ट करा के वैसे भी दे देगा। एडवांस कितने दिनों के लिए दे रहा है वो? 45 से 0 डेज तक के लिए। तो एडवांस आपको दे रहा है सिर्फ 45 डेज के लिए। तो आपका जो एडवांस अमाउंट की वर्किंग भी होगी वो भी सिर्फ 45 डेज की होगी, क्योंकि एडवांस की वर्किंग हो रही है ना, ये एडवांस 45 डेज के ऊपर वर्क होगा अभी। तो एवरेज रिसीवेबल कैसे निकल के आएगा आपका? ये आपका क्रेडिट सेल है, 7.5 करोड़ इंटू 90% क्रेडिट सेल हो गया, इंटू 45 करेंगे, ना कि 70, इंटू 45 होगा। क्यों होगा 45? बता दिया मैंने आपको कि एडवांस तो 45 डेज का ही है ना सिर्फ। ये आपका एवरेज रिसीवेबल हो गया। इसमें से रिजर्व रोकेगा 20% का, तो 20% का रिजर्व आ गया, ये 20% रिजर्व रोका, इसी अमाउंट का 20% है। देन 2% का कमीशन है, तो इसी अमाउंट का 2% कमीशन हो जाएगा, वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। ये दोनों लेस होने के बाद अपने पास आ गया अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। इसमें से माइनस करेंगे पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा? इसी के ऊपर निकलेगा। कितनी रेट पे निकलेगा? क्या बोला है, कितनी रेट पे चार्ज करने वाला है आपसे इंटरेस्ट? वो 14% के ऊपर, इसी के ऊपर 14% का इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन एडवांस कितने दिनों के लिए दे रहा है? 45 दिनों के लिए, तो सिर्फ 45 डेज का ही आप इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। माइनस होके क्या आ जाएगा आपके पास? अमाउंट पेड एज एडवांस। ठीक है, ये अमाउंट अवेलेबल था, इसमें से इंटरेस्ट माइनस होने के बाद ये फाइनली आपको वो दे देगा। ये आपका अमाउंट पेड एज एडवांस आ गया। ठीक है, एडवांस अमाउंट निकल के आ गया। अब स्टेप 2 में अपन इवैल्यूएशन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को अपने को एनालाइज करना पड़ेगा एज यूजुअल। ये था, इसको अपन एनालाइज कैसे करेंगे? जितने दिनों का यहाँ पे लिया है उसको रिवर्स कर दो, तो 360/45 हो जाएगा, 360/45 हो जाएगा। सेम कमीशन को भी एनालाइज करेंगे, जो कमीशन थी उसको वापस 360/45 कर देंगे। ठीक है, रिवाइज एसीबी आएगा हर जगह पे अभी। ठीक है, देन आप रिडंडेंसी पेमेंट पे करने वाले हो 50,000 रुपये की, वो भी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। ये टोटल कॉस्ट हो गई। तब नीचे अपन लेंगे सेविंग्स। सेविंग ड्यू टू फैक्टरिंग। सेविंग ड्यू टू फैक्टरिंग में सबसे पहले बेड डेट सेव हो रही है। बेड डेट्स कितनी सेव हो रही है? 0.75% की बेड डेट है ना इसके पास, 0.75 की, ये आपकी सेव हो जाएगी। क्रेडिट सेल्स आपकी है 675 की, उसमें 0.75 आपका सेव हो जाएगा। तो 675 इंटू 0.75, 675 आ जाएगा, ये 750 इंटू 90%, 675, उसका 0.75% आपका बेड डेट हो जाएगा। देन क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेव्ड है, जो अपन ऊपर निकाल के लाए थे 744 की, वैसे क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट सेविंग आती है अपनी कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड। अब कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड अपन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब इस केस के अंदर आपको रिवाइज्ड एसीपी दे रखा है। अब रिवाइज्ड एसीपी वाले केस में अपने को क्या करना होता है? देखो सिंपल सी चीज़ है, आप पहले कहीं और से फाइनेंसिंग करा के लेके आते थे, जब फैक्टरिंग नहीं करा रहे थे तो आप 70 डेज की फाइनेंसिंग करा के लेके आ रहे थे। अभी आप फैक्टर के पास जा रहे हो तो फैक्टर से सिर्फ आप 45 डेज की फाइनेंसिंग ही करा के लेके आ रहे हो, क्योंकि 70 से 45 तक तो वो आपको कलेक्शन करके ही लेके आ चुका है, 45 डेज की सिर्फ फाइनेंसिंग दे रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे? तो क्योंकि 45 डेज तो दोनों में कॉमन हो चुका है, तो उसका कंपेरिजन अपन रेट में ही कर लेंगे। सिर्फ 45 डेज के जो ऊपर आपका बच रहा है सिर्फ आप उसको कॉस्ट ऑफ फंड सेव करोगे। तो अपना 45 के ऊपर अपना कितने दिनों का कॉस्ट बच रहा है? 25 डेज का। तो 25 डेज का कॉस्ट ऑफ फंड ही सेव्ड आएगा इस केस के अंदर। तो जब आपको फैक्टर्स का रिवाइज एसीपी दे रखा हो तो आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल लोगे, उसको उसमें से जो आपका डिफरेंशियल पीरियड है एग्जिस्टिंग एसीपी माइनस रिवाइज एसीपी करोगे, उसका पहले निकालोगे कितना सेविंग्स उसमें बच रहा है।
देन आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग रेट से। अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग रेट मतलब कहीं और से फाइनेंसिंग करा के लेके आते तो कितना पड़ता बेसिकली आपको, बस वही चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, चलो तो बस अपन इस क्वेश्चन में वही करने वाले हैं अभी। अपने को क्या बोला है, 70 डेज का अपना होता, 45 डेज के ऊपर ये फैक्टर लेके आ जाएगा अपना एडवांस, तो अपना 25 दिन का सेविंग बचेगा। उससे 25 दिन का अपन सेविंग ले लेंगे। ये अपना कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल के अंदर अपने को यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली अपन क्रेडिट सेल लेंगे, क्योंकि अपने पास ना तो वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है ना तो फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है। तो अपन प्रायोरिटी 3 पे आ जाएंगे। प्रायोरिटी 1 क्या था, टोटल वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। प्रायोरिटी 2 क्या था, वेरिएबल। प्रायोरिटी 3 क्या था, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल के अंदर कि कुछ भी अगर अवेलेबल नहीं हो तो डायरेक्टली क्रेडिट सेल्स का बैलेंस ही ले लेना। तो क्रेडिट सेल का बैलेंस अपन ने डायरेक्टली ले लिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल डेज से, डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाय कहीं और से फाइनेंसिंग करा के लेके आता तो 12.5 का मुझे पड़ता, क्वेश्चन में दे रखा है देखो। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 12.5%। तो कहीं और से लेके आता तो 12.5% की मुझे कॉस्ट पड़ती। ठीक है, तो ये आपका फंड्स आ जाएगा। बाकी 45 डेज का जो डिफरेंशियल पीरियड आएगा, 45 डेज का अपन ने सेविंग इसमें नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका कंपेरिजन अपन रेट से ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना इसका सेविंग आ जाएगा। ये टोटल अपन ने निकाला, तो डिफरेंशियल निकालेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आ जाएगा 4,85,000। कॉस्ट ज़्यादा है, सेविंग्स कम है, तो अपना 485 आ जाएगा। अब इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैसे निकलेगी, 485 लिया, डिवाइड कर देंगे एडवांस अमाउंट से। एक बार का एडवांस अमाउंट कितना है, 64,66,078 का। उससे आपकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकल के आ जाएगी 7.50 की। अब इसको कंपेयर कर लेना आप किससे, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग कॉस्ट कौन सी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की 12% की है। ये 7.5 है, यहाँ से फैक्टर से लेके आने में 7.5 पड़ रही है मुझे 45 डेज की। एंड यही अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लेके आता तो मुझे 12.5 पड़ती है। 12.5 है, 12 हाँ 12.5 पड़ती। दैट मीन्स फाइनेंसिंग से फैक्टर से फाइनेंसिंग कराना सस्ती पड़ रही है, तो फैक्टर को अपन चूज कर लेंगे एज इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, ये सिंपल था। अच्छा, इसको लिख के कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, सुकृत लिमिटेड वाला क्वेश्चन। इसके अंदर एक नया एडजस्टमेंट और आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको बोला है कि क्रेडिट सेल्स आपकी हैं 75 लाख की, ये एनुअल क्रेडिट सेल्स हैं। ठीक है, एक्चुअल क्रेडिट टर्म्स आर 30 डेज बट एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 60 डेज ओनली। बेड डेट इज 1% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, फैक्टर लेगा एनुअल फी ऑफ 1.5% के ऊपर, ये उसका कमीशन है। ठीक है, एंड वो 45,000 सेव कर लेगी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर एज अ रिजल्ट। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड विल कम बैक टू द ओरिजिनल क्रेडिट ऑफर्ड ऑफ 30 डेज। एसीपी फैक्टर का रिवाइज्ड एसीपी कितना हो जाएगा, उसका अभी 60 था, रिवाइज्ड एसीपी 30 डेज का हो जाएगा, 30 डेज में कलेक्ट करा के दे देगा। बेड डेट्स भी कम हो जाएंगे 0.5 पर ऑन रिकोर्स बेसिस। रिकोर्स बेसिस का मतलब क्या होता है कि अब इसके अंदर कौन उठाएगा बेड डेट्स, सप्लायर खुद उठाएगा, उसको बेयर करना पड़ेगा। कितने बेयर करने पड़ेंगे, 0.5 बेयर करना पड़ेगा। पहले 1% हो रहा था, अब 0.5 हो रहा है, तो एक तरीके से 0.5% सेव हो गए। देखो, सप्लायर को उठाने पड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सेविंग नहीं है, सेविंग तो हो ही रही है ना। फैक्टर ने 1 से कम करा के 0.5 तो दे ही दिया, तो 0.5 ही आपको बेयर करना पड़ेगा, तो 0.5 की सेविंग होगी आपके। ठीक है, अब फैक्टर ने बोला है कि वो नेट एडवांस पे करेगा 80% का एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% आफ्टर विथहोल्डिंग अ रिजर्व ऑफ 10%। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आ चुका है। यूजुअली अपना रिजर्व आता है, रिजर्व के बाद इंटरेस्ट बोलता है, यहाँ पे एक और बार बोला है कि नेट एडवांस ऑफ 80% और आ चुका है। क्या करना है इसका अपन बात करते हैं। ठीक है, अभी वो करा रही है ओवरड्राफ्ट से फाइनेंसिंग, जिसकी कॉस्ट पड़ती है 10% की पर ईयर। एंड वो कंटिन्यू करती रहेगी। कोई भी अगर बैलेंस फंड नीडेड होगा, मतलब जो अगर कुछ पैसा बच भी गया जो फैक्टर ने फाइनेंस नहीं किया, तो उसको भी वो 10% से अभी वापस से फाइनेंसिंग कराएगी। ये एक नया पॉइंट आ गया इसके अंदर। इसके अंदर दो नए पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, विच इज़ नॉट फाइनेंस बाय फैक्टर। अगर बोला है कि बताओ अगर ये साल भर की क्रेडिट सेल्स हैं तो अपना फैक्टर को सर्विस एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, 360 डेज ने ईयर लेने का अपने को। सबसे पहले अपन एडवांस निकालेंगे। एडवांस के अंदर ये नया पॉइंट है क्या, सबसे पहले तो अपने को चाहिए एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल चाहिए अपने को। ठीक है, एवरेज रिसीवेबल किस पे निकालेंगे, रिवाइज्ड एसीपी पे निकालेंगे, जो 30 डेज का हो चुका है। ठीक है, 75 लैक्स की आपकी सेल्स है, 75 लैक्स की सेल्स है, इसको आपने 30/360 कर लिया तो आपका एवरेज रिसीवेबल आ गया। इसमें से आप माइनस करोगे रिजर्व, जो इसका 10% होगा, इसका कमीशन 1.5% वो भी लेस हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। अब यूजुअली अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस में से अपन डायरेक्टली इंटरेस्ट माइनस कर देते थे, देन अपने पास अमाउंट पेड एज एडवांस आ जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि फैक्टर अभी 80% पे करेगा उसका भी, मैंने पहले रिजर्व रोका, कमीशन रोकी, एंड उसके बाद में उसका भी 80% और उसका भी 80% ही पे करने वाला है, यानी 20% चीज़ें वो और रोक रहा है।
अब वो 20% किस चीज़ के लिए रोक रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ आ जाएगी। 20% जो उसने रिडक्शन रोका उसके अंदर सब कुछ आ गया। हो सकता है वो बोले कि मैं इसका भी एडिशनल रिजर्व रोकना चाहता हूँ, उसके अंदर ही इंटरेस्ट वगैरह भी आ गया, जो कुछ भी मिला मिला के उसको और काटना था उसने 20% और रोक लिया। तो आपको नेट नेट में 80% डायरेक्टली उसने पे कर दिया। तो इसका 80% उसने पे कर दिया, तो आपका एडवांस अमाउंट निकल के आ गया फाइनल वाला 4,42,500 का। अब मजे की बात, इसके अंदर जो 20% उसने रोका उसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी आ चुका है। ये सब नेट नेट में 4,42,500 का आपके पास। ठीक है, ये नेट आपके एक्चुअल में हाथ में आने वाला है। तो अब इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालें अपन? इंटरेस्ट अपन इसके ऊपर तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा इंटरेस्ट और इसमें से थोड़ा सा रिजर्व उसने और रोका है। तो अपन डायरेक्टली इंटरेस्ट किसके ऊपर निकाल लेंगे? अपन इसके ऊपर निकाल लेंगे। 4,42,500 में डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको इंटू 12% कर दिया, इंटू 30/360 कर लिया, तो 4,425 का इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है, ये सबसे पहला एडवांस अमाउंट निकल के आया। दूसरे वाले के अंदर अपन इवैल्यूएशन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में इंटरेस्ट आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। दोनों को अपन एनालाइज कर देंगे कैसे? 360/30 रिवाइज्ड एसीपी रिवाइज्ड एसीपी से। ठीक है, ये दोनों कॉस्ट आ चुकी है, इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं। अब आती है अपन सेविंग्स की बात करते हैं। सेविंग्स के अंदर अपने को क्या लेना है? सेविंग्स का सबसे पहले अपना बेड डेट हो जाएगा। बेड डेट कितना सेव हो रहा है? 1% था, 0.5 पे लेके आ गया है, तो 0.5 सेव हो चुका है। 0.5 सेव हो गया तो 75 लाख का 0.5% हो जाता है 37,500 का सेविंग। ये बेड डेट सेव हो गया। देन आपको क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट थी वो सेव हो जाएगी 45,000 की। ठीक है, देन लास्ट आता है कॉस्ट ऑफ फंड सेव। अब यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट निकालने नहीं बोल रहा है, डायरेक्टली डिसीजन लेने बोल रहा है। तो अगर इफेक्टिव कॉस्ट निकालने नहीं बोल रहा है तो अपना नोट कौन सा लगेगा? अपना येलो लगेगा। व्हेन नो इफेक्टिव कॉस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड, तो अपन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ फंड्स बिफोर फैक्टरिंग, कॉस्ट ऑफ फंड्स आफ्टर फैक्टरिंग। ठीक है, बिफोर फैक्टरिंग पहले कितनी थी, अभी कितनी है, दोनों का डिफरेंस ही सेविंग है। अगर बिफोर आफ्टर फैक्टरिंग कितनी लग रही है उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो उसको अपन जीरो पकड़ लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया उसके बारे में। क्या बोला गया उसके बारे में? उसके बारे में आपको बोला गया है, उसके बारे में बोला गया है कि जो भी बैलेंस फंड होगा ना उसको आप अभी भी 10% की ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस कराते जाओगे। यानी फैक्टरिंग कराने के बाद में भी आप कुछ ना कुछ फाइनेंसिंग कराओगे, आप कुछ ना कुछ फाइनेंसिंग की कॉस्ट पे करोगे फैक्टरिंग कराने के बाद में भी। तो बिफोर की भी है, आफ्टर की भी है, उनका डिफरेंस लेके अपन निकालेंगे। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती बैलेंस फंड नीडेड वाली, तो अपन डायरेक्टली जो पहले मेरी कॉस्ट होती थी कॉस्ट ऑफ फंड्स बिफोर फैक्टरिंग, वो सारी की सारी में सेविंग ले लेता। लेकिन अभी मैं उसमें से पहले माइनस करूंगा कि आफ्टर वाली कितनी है, तब जाके मेरी सेविंग निकल के आएगी। तो पहले मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ फंड सेव का नोट बन जाएगा। पहला कॉस्ट ऑफ फंड्स विदाउट फैक्टरिंग, देन कॉस्ट ऑफ फंड्स आफ्टर फैक्टरिंग। विदाउट फैक्टरिंग कैसे निकलेगा कि पहले मैं कितनी फाइनेंसिंग करा रहा था, पहले कितनी फाइनेंसिंग करा रहा था। मेरी क्रेडिट सेल्स थी 75 लैक्स की, एंड मेरा पहले क्रेडिट पीरियड 60 डेज का था, तो 60 डेज की फाइनेंसिंग मुझे लगती थी। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल अवेलेबल नहीं, फाइनेंसिंग निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितना है उतना ही फाइनेंसिंग लगती है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली अपन सेल ही ले ले रहे हैं, क्रेडिट सेल ले ले रहे हैं। 75 लाख को इंटू 60/360 किया तो 1250 का मेरा एवरेज रिसीवेबल आ गया। मतलब मुझे इतने की फाइनेंसिंग लगती थी। ठीक है, इसको मैं ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस कराता था तो इसके ऊपर मेरी 10% की कॉस्ट लगती थी, तो इसको इंटू 10% किया बनना है, तो कितना हो गया? 125 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें वापस से नंबर ऑफ डेज से प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है ये 1250 का आपने एक बार फाइनेंसिंग कराया है, लेकिन ये एक एक करके एक तरीके से पूरे साल ही ड्यू होने वाला है। ड्यू होगा फिर कलेक्ट हो जाएगा, फिर ड्यू होगा फिर कलेक्ट हो जाएगा, तो एक तरीके से साल भर ही आपको पड़ा रहेगा। तो इसके ऊपर 10% साल भर का कॉस्ट 125 होता है। अब आफ्टर फैक्टरिंग आप कितना करने जाओगे? आफ्टर फैक्टरिंग आप जाओगे कि देखो आपके रिसीवेबल थे 625 के, इसमें से फैक्टर ने आपको नेट नेट हाथ में कितना दिया? 442,500 हाथ में दिया। तो आपको सारा अमाउंट तो नहीं दिया उसने, तो जितना बचा वो अमाउंट अभी भी आप ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस कराओगे। तो 625 माइनस 442,500 आप कराओगे अभी भी ओवरड्राफ्ट से, कितना? 182,500। ठीक है, इसके ऊपर अभी भी आपको 10% की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, तो आपका हो जाएगा 18,250 का। तो आपका कितना सेव हो गया इससे यहाँ तक? 1,06,750 सेव हो गया। तो कॉस्ट ऑफ फंड सेव हो जाएगा 1,06,750। ठीक है, ये आपका टोटल सेविंग्स आ चुका है। ये आपका नेट बेनिफिट आ गया 23,650 का। ठीक है, ये आपका नेट बेनिफिट आ गया। क्योंकि अब इफेक्टिव कॉस्ट से तो कंपैरिजन नहीं करना है, तो अपन कैसे बताएंगे? नेट बेनिफिट अगर पॉजिटिव है तो चूज, अगर नेट बेनिफिट है तो एक्सेप्ट कर लेना, अगर नेट कॉस्ट है तो रिजेक्ट कर देना। यहाँ पे नेट बेनिफिट है क्योंकि सेविंग ज़्यादा है कॉस्ट है, तो अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो भी चीज़ें हैं अपनी, मैं बोल रहा हूँ एक बार आपको नोट पढ़ने पड़ेंगे। इन इसका रिवीजन वीडियो का आपको नीड लगेगा। अगर आपको इसमें हल्का सा भी कंफ्यूजन हो रहा है देन आपको इसका रिवीजन वीडियो रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे 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 पॉइंट्स आ जाते हैं फैक्टरिंग के अंदर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके अंदर नया पॉइंट्स क्या था? दो थे। एक तो इसने जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्टर एडवांस लगाया वो था, दूसरा इसका कॉस्ट ऑफ फंड्स किस टाइप से निकल के आएगा सेव्ड वाला। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, ये अभी जैन 26 में आ रखा 5 मार्क्स का, जो सिंपल ही है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? आपको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर दी 90 लैक्स के, एंड इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 60 डेज का।
अभी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगती है 4 लाख पर ईयर की, बैड डेट लॉसेस है 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स। फैक्टर आने वाला है 2% कमीशन लेके जाएगा, एंड वो एडवांस देगा 85% ऑफ रिसीवेबल्स। ये यहाँ पे यहीं पे बच्चों का कन्फ्यूजन हुआ था कि 85% ऑफ रिसीवेबल देके जाएगा आफ्टर कीपिंग 15% एज रिजर्व, एंड विल चार्ज इंटरेस्ट एज 15% पर एनम फॉर द कलेक्शन पीरियड। अज्यूम नंबर ऑफ डेज दिस, कैलकुलेट करना आपको इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग सबसे पहले तो, ठीक है। सेकंड में बताना है कि क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या निकालते हैं, एडवांस अमाउंट निकालते हैं। आपको एवरेज डेटर्स दे दिया 90 लाख का, आप वहाँ पे एवरेज डेटर्स लिख दो। अब माइनस इसमें से क्या करते हैं अपन, रिजर्व माइनस करते हैं। यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया। कंफ्यूजन क्या कर दिया कि पहले कहा कि एडवांस देगा 85% ऑफ रिसीवेबल्स, एंड बोल रहा है 15% का रिजर्व भी रोकने वाला है आफ्टर कीपिंग 15% रिजर्व। तो अब बच्चे कंफ्यूज थे कि क्या पहले 15% रिजर्व रोकेगा, ठीक है, देन बाद में वापस से 85% करेगा, जैसा अपन ने यहाँ पे किया, जैसा अपन ने यहाँ पे किया कि पहले अपन ने रिजर्व भी रोका, देन बाद में वापस से 80% और किया अपन ने। तो क्या इसका मतलब ये है, या इसका मतलब है कि सिंपल 15% रिजर्व रोकने वाला है, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं कटने वाला। तो इसका मतलब आईसीए ने क्या इंटरप्रेट किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंफ्यूजन इन्होंने छोड़ा था तो इनको उसको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ऐसे का इंटरप्रिटेशन क्या था, इनका मतलब था कि 15% रिजर्व देने वाले हैं हम, बट 15% रिजर्व रोकने वाले हैं, ठीक है। 15% रिजर्व रोकने वाले जैसा यूजुअल क्वेश्चंस में होता है, बस उसी को इन्होंने एक तरीके से और एक्सप्लेन कर दिया ये बोल के कि 85% एडवांस देंगे। तो ये एक्स्ट्रा नहीं है 85% कि पहले रिजर्व कट करो 15%, उसके ऊपर वापस से 85% और करना, ये एक्स्ट्रा नहीं है। ये एक तरीके से इसी को एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है कि 15% रिजर्व रोकने वाले हैं, यानी 85% रिसीवेबल देने वाले हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो ऐसा इंटरप्रेट आप कब कर सकते हो, जब दोनों अमाउंट जो हो वो सेम ही बोले गए। जैसे 15% रिजर्व यहाँ से भी निकल के आ रहा है, इन यहाँ पे भी बोला 85% देने वाले हैं, यानी 15% रिजर्व। तो दोनों जब दोनों मिला के जब 100 हो रहे हैं, दैट मीन्स बेसिकली ये एक ही का दूसरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या बोला था कि 10% आपको रिजर्व रोकना है, ठीक है, देन बोला 80% और पे करेगी। तो अब ये दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकते, ये अलग अलग चीज़ें हैं। 10% रिजर्व रोका, देन 80% वापस से करेंगे। यहाँ पे दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन है बस। तो ये इंटरप्रिटेशन था ICAI का जो मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि हालांकि इसको इन लोगों को क्लैरिफाई करना चाहिए था, क्वेश्चन के अंदर ढंग से बनाना चाहिए था, ठीक है। चलो रिजर्व आपने रोका 90 लाख का 15%, एज यूजल। कमीशन के बारे में बोलता नहीं है, कमीशन अपने आप ही कट करने के लिए, ठीक है। कमीशन 90 लाख का 2% कट कर दिया, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस आ गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 15% का, 60 डेज का आपका ये आ गया इंटरेस्ट, देन आपका एडवांस अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। एवेल्यूशन करेंगे, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, एनुलाइज कर दोगे, कमीशन आ जाएगा, एनुलाइज कर दोगे। सेविंग्स के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेव हो जाएगी। कुछ बोला है कि क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बारे में कि कितनी अवॉइडेबल है कितनी नहीं है। जब कुछ नहीं बोला जाए तो पूरी पूरी अवॉइडेबल मानते हैं अपन, 4 लाख की पूरी पूरी अवॉइडेबल हो जाएगी, तो पूरी सेविंग हो जाएगी। 1% का क्रेडिट सेल बेड डेट्स जो है ये पूरा पूरा अपन मान लेंगे कि सेव हो जाएगा। जब कुछ नहीं बोलता है तो मानना है अपने को कि पूरा पूरा सेव हो जाएगा, पूरा पूरा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो 4 लाख का ये अपना बेड डेट्स क्रेडिट एडमिशन कॉस्ट सेव हो जाएगा, बेड डेट्स अपना सेव हो जाएगा 1% का, ठीक है। बेड डेट्स कैसे सेव निकल के आएंगे, आपको यहाँ पर डेटर दे रखे हैं, पहले डेटर को आपको सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका 1% आपका आएगा। तो 90 लैक्स का अपना डेटर्स है, ये 90 डेज का 90 लैक्स का अपना डेटर्स है, ये 60 डेज के डेटर्स होंगे। इसको इसको डिवाइड बाय 16 to 360 कर देंगे तो साल भर की सेल्स निकल के आ जाएगी। बस ये अपन ने किया है, 90 लाख इंटू 360/60 करेंगे तो सेल निकल के आ जाएगी, उसको इंटू 1% कर दिया तो अपने पास ये बेड डेट सेव निकल के आ गया। ये दोनों ये आ गया आपका सेविंग, ये आ गया आपकी कॉस्ट। नेट कॉस्ट कितनी है, 126500 की है। तो अब इसको अपने को निकालना इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए एडवांस अमाउंट से डिवाइड कर दिया तो अपनी इफेक्टिव कॉस्ट निकल के आ गई 17.31% की, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड वाले पार्ट के अंदर वापस इन लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया। क्या किया कि बताओ कि एक्स लिमिटेड को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आइडियली क्या होता है, जब इफेक्टिव कॉस्ट निकालने बोला जाता है तो अपना डिसीजन आता है इफेक्टिव कॉस्ट को कंपेयर करके, लेकिन यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी रेट है ही नहीं, सिर्फ इफेक्टिव कॉस्ट की ही रेट है। इसके अलावा फैक्टरिंग के अलावा कौन सी रेट है वो दे नहीं रखी है, तो किससे कंपेयर करूँ मैं इसको। तो ये लोगों ने नलायक, तो ऐसे केस में कंडीशनल आंसर भी हो सकता था कि अगर ये रेट अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग से बेटर है तो एक्सेप्ट कर लो, तो रिजेक्ट कर लेना। अगर अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग से कम है तो इसको चूज कर लो, कंडीशनल आंसर हो सकता था। लेकिन ये लोगों ने नालायकों ने क्या किया, ये लोगों ने बोला कि आंसर हम इफेक्टिव कॉस्ट पे नहीं देंगे, हम लोग आंसर लेंगे डायरेक्टली इसके ऊपर कि नेट कॉस्ट आ रहा है कि नेट बेनिफिट आ रहा है। तो खामा का कंफ्यूज कर रहा है, इफेक्टिव कॉस्ट निकालने भी बोले हो, डिसीजन भी उसके ऊपर नहीं ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब क्या बोलूँ मैं लोग, ठीक है। तो ये लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे नेट कॉस्ट है तो नेट कॉस्ट आ रही है, नेट बेनिफिट नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। नेट बेनिफिट नहीं, कॉस्ट और हायर तो आप प्रपोजल को एक्सेप्ट मत करो।
बहुत ही गलत तरीके से ये क्वेश्चन को इन लोगों ने किया है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतने कन्फ्यूजन छोड़ा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये रिसीवर्स के आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अभी पहले अपन कैश नहीं करते, पहले अपन पेबल खत्म करते हैं, पेबल्स पे आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अपना सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, पेबल्स भी आ जाएगा, लोन भी आ जाएगा, फैक्टरिंग वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली कंपनी है जिसको वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग करानी है, जिसके 3 सोर्स दे रखे हैं। पहला बैंक लोन दे रखा है, दूसरा ट्रेड क्रेडिट दे रखा है, यानी पेबल हो गया ट्रेड क्रेडिट, दूसरा तीसरा फैक्टरिंग दे रखा है। अपने को तीनों की कॉस्ट निकाल के बताना है कि लोवेस्ट कॉस्ट किसकी है। तो ऑब्वियसली रेट रेट में अपने को कंपेरिजन करना है, तीनों की रेट 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 निकालनी है अपने को। पहले बैंक लोन पे आते हैं। बैंक लोन के बारे में बोला है कि आप इतने का लोन लेके आओगे, 2 करोड़ 30 लाख का, जिसके ऊपर 12% का आप इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, लेकिन बोला है कि आप 15% जो बैंक का लोन है उसको आपको बैंक के पास में एज अ मिनिमम बैलेंस रखवाना पड़ेगा। जो अदरवाइज अगर आप लोन नहीं लेते तो 50,000 का आपका एडवांस आपको बैलेंस रखवाना पड़ता। तो अब इस केस में अपने आंसर कैसे निकल के आएगा? अपना आंसर निकल के आएगा कि सबसे पहले बैंक लोन निकालते हैं। देखो आप जितना भी इंटरेस्ट पे करने वाले हो, आप इंटरेस्ट कितना पे करने वाले हो, कॉस्ट कैसे निकलेगी बैंक लोन की, आप कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हो डिवाइडेड बाय आप कितना अमाउंट यूज़ करोगे, आपके नेट प्रोसीड्स कितने होंगे एक तरीके से। ठीक है, तो अगर बैंक लोन 2 करोड़ 30 लाख का है, उसके ऊपर आप 12% का इंटरेस्ट पे करोगे, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया? 2 करोड़ 30 लाख का 12% 27,60,000। लेकिन आपके जो नेट प्रोसीड्स होंगे, जो आप एक्चुअल में यूज़ कर पाओगे, वो कम हो जाएंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि आप पूरा पूरा अमाउंट तो यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको उसमें से मिनिमम बैलेंस रखवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यूजेबल अमाउंट कितना हो जाएगा कि लोन अमाउंट 2 करोड़ 30 का मिला, उसमें से माइनस कर दो पहले कि कितना अमाउंट आपको बैंक के पास में रखवाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। कितना रखवाना पड़ेगा? बैंक ने बोला है कि 15% मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा। तो 2 करोड़ 30 का 15% मिनिमम होता है 34,50,000। ठीक है, लेकिन बोला है कि अदरवाइज भी 50,000 तो मेंटेन करना ही पड़ रहा था, यानी 50,000 तो अपन पहले भी मेंटेन कर रहे थे। अब 34,50 का मेंटेन करना है इन टोटल। तो 50 पहले होता तो 50 अभी भी करना है अपने को, यानी एडिशनल मुझे कितना करना पड़ेगा इस लोन में से? सिर्फ 34 लाख का। तो मेरा इसमें से माइनस कर दी कि अपना करंट मिनिमम कितना मेंटेन्ड है। दैट मीन्स अब मुझे 34 लाख का एक्स्ट्रा और रखवाना पड़ेगा बैंक के पास में, वो इस लोन में से जाएगा। तो मेरे हाथ में कितना बचेगा लोन का अमाउंट? 196 का। तो मेरी इंटरेस्ट रेट कैसे निकलेगी? 2760 डिवाइड बाई 196, रेट निकल के आ जाएगी 14.08% की। ये पहला बैंक लोन का काम खत्म हो गया। ट्रेड क्रेडिट के बारे में बोला है कि वो 220 नेट 80 के क्रेडिट टर्म्स ऑफर करता है। इससे ही आपकी रेट निकल के आ जाएगी क्रेडिटर की। कैसे निकलेगी? देखो क्या बोला है कि 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 20 डेज के अंदर पे कर देते हो तो। ठीक है, अदरवाइज आपको 80 डेज के अंदर पे करना पड़ेगा। यहाँ पे पे करोगे तो 98 पे करने मिलेगा अगर 100 का अमाउंट है तो, और यहाँ पे पे करते हो तो 100 पे करने मिलेगा, 100 पे करना पड़ेगा आपको। तो यानी एक्स्ट्रा 60 दिन का उधार देने के लिए, देखो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है रेट निकालने के लिए, यानी एक्स्ट्रा 60 दिन का उधार लेने के लिए मुझे 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से 2 रुपये जो एक्स्ट्रा मैं पे कर रहा हूँ, मेरा 2 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। कितने रुपए के ऊपर हो गया? 98 रुपए के ऊपर हो गया। आपको ऐसे ही देखना है इसको, ऐसे ही आपकी रेट निकल के आएगी। तो आपकी रेट कैसे निकल के आएगी? इसमें 2 रुपीज़ का आप एक तरीके से इंटरेस्ट पे कर रहे हो 98 रुपीज़ यूज़ करने के लिए। ठीक है, आगे और काम होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, डी अपॉन 100 - डी, ये कर लेते हो तो डी क्या हो गया? 2 हो गया, 100 - डी कितना हो गया? 98 हो गया। 98 रुपीज़ यूज़ करने के लिए मैंने 2 रुपये का इंटरेस्ट दिया। लेकिन कितने दिन के लिए लोन लिया मैंने? ये लोन मैंने लिया सिर्फ 60 दिन के लिए। 20 दिन में करना था, 80 दिन तक लेके गया, तो 60 दिन के लिए मैंने लोन लिया। 80 - 20, ठीक है, इसको मुझे भी एनालाइज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 360 से। ठीक है, ये एनालाइज हो जाएगा। देन इंटू 100 कर दिया तो रेट बन के आ जाएगी। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, डी अपॉन 100 - डी मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन टी। टी क्या है कि कितने दिन का आपने उधारी लिया बेसिकली। ठीक है, एक्स्ट्रा कितने दिन का लिया? 60 दिन का लिया, इंटू 100, तो अपने हो जाएगा 12.24% का रेट आ जाएगा पर एनम। यहाँ पे आ रहा था 14.08, यहाँ पे आया है 12.24। अब तीसरा फैक्टरिंग का रेट निकालोगे। फैक्टरिंग का रेट यानी इफेक्टिव कॉस्ट। तो देखते फैक्टरिंग के बारे में क्या बोला है। अब पर मंथ रिसीवेबल लेके जाने वाले हो 2.5 करोड़ के। ठीक है, अब फैक्टर एडवांस करने वाला है 75% ऑफ द फेस वैल्यू रिसीवेबल एट 14% पर एनम। तो यहाँ पे कोई रिजर्व वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्टली बोल दिया कि जो भी आपके फेस वैल्यू है ना उसका 75% मैं आपको एडवांस दे ही दूंगा। तो 25% जो उसने रोका उसमें सब कुछ आ चुका है। उसमें आपका रिजर्व आ गया, कमीशन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, सब कुछ आ गया। नेट नेट आपको 75% हाथ में देने वाला है, क्योंकि रिजर्व के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, सीधे बोला 75% आपको दे देगा। ठीक है, फैक्टर कमीशन विल अमाउंट टू 2% ऑन ऑल रिसीवेबल परचेस्ड। एंड इससे आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट के एक्सपेंस बच जाएंगे, बेड रेट बच जाएंगे, 1.75 पर मंथ के, 2.25 पर मंथ के। ठीक है, अब इसके अपने कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले एडवांस देने वाला है तो पहले अपन एडवांस अमाउंट निकालेंगे।
एडवांस अमाउंट निकालेंगे। एवरेज रिसीवेबल अपना 2.5 करोड़ का अपने लेके जाने वाले हैं, उसके बाद डायरेक्टली एवरेज रिसीवेबल दे रखा था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एडवांस परसेंटेज से जो 75% है। ठीक है, रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला, तो रिजर्व नहीं कटेगा, डायरेक्टली 75% देगा। ये मत समझ लेना कि 25% रिजर्व है तो पहले 25% माइनस करता हूँ, नहीं, डायरेक्ट 75% देने वाला है, डायरेक्ट 75 देने वाला है। इंटू 75% करें तो आपका एडवांस अमाउंट 187.50 आ गया। इस 25% में सब आ गया, आपका रिजर्व भी आ गया, कमीशन भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, सब आ गया। तो आप अभी इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट आप निकालोगे इस 187 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इस पे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें से तो अभी रिजर्व भी कटेगा, कमीशन भी कटा होगा, सब कुछ कटा होगा। इस पे अपन निकालेंगे, कितना निकालेंगे? 14% का बोला है, एंड ये ले रहा है वो 1 महीने के लिए, क्योंकि मैं हर महीने में उसके पास जा रहा हूँ, तो महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 218,750 का। कमीशन कितनी हो जाएगी? कमीशन मैं निकालता हूँ 2.5 करोड़ के ऊपर डायरेक्टली 2% का, 2.5 करोड़ का रिसीवेबल्स है, इस पर 2% निकाल लिया मैंने कमीशन, 5 लाख का। कॉस्ट में दोनों को एनालाइज कर दूंगा, इंटरेस्ट को भी एनालाइज कर दिया इंटू 12/1 करके, क्योंकि मंथली रिसीवेबल थे, कमीशन को भी एनालाइज कर दिया मैंने। देन सेविंग्स के अंदर आएंगे तो अपने क्रेडिट डिपार्टमेंट की कॉस्ट बोली 21 लाख की सेव हो जाएगी, ठीक है, वो पर मंथ दे रखी थी, उसको मैं इंटू 12 कर दूंगा। बेड डेट पर मंथ दे रखा था, उसको इंटू 12 कर दूंगा। कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड मैं यहाँ पे नहीं निकालूंगा, क्योंकि एक तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ फंड सेव नहीं लेने वाला। लॉजिकली सोचो, यहाँ पे आप तीनों सोर्सेस की रेट निकालने वाले हो, तो आपका कंपेरिजन रेट में होगा, कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड किसी के अंदर भी नहीं आने वाला, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फंड सेव नहीं आएगा, सिर्फ रेट में कंपैरिजन करेंगे अपन, सेविंग लेके कुछ काम नहीं होगा यहाँ पे। इसका टोटल अपन ने ले लिया, इसमें से अपन ने लेस किया, तो अपने पास नेट कॉस्ट आ गई 38,25 की। इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालोगे? 38,25 की साल भर की कॉस्ट है, एडवांस आप एक बार लेते हो तो 187 का, ये साल भर के लिए आपके पास एक तरीके से रहता है, ठीक है, तो आपकी रेट हो जाएगी 38,25 की डिवाइड बाय 187 की, यानी 20.40% की। लोएस्ट किसकी है? ट्रेड पेबल की रेट है, लोएस्ट ट्रेड पेबल की रेट है, नहीं, ट्रेड पेबल की रेट लोएस्ट है, तो उसको चूज कर लेंगे अपन। Since effective cost of financing is lowest scale of trade credit, so shall choose the same. ट्रेड क्रेडिट यानी पेबल, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये वाला लिख के कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको पेबल भी समझ में आ गया, पेबल भी समझ में आ गया आपको कि पेबल ने क्या बोला बेसिकली, कि उसकी कॉस्ट कैसे निकल के आने वाली है, ठीक है। अब इसको ही आईसीआई ना बहुत गंदे तरीके से बोलता है, इसको ऐसे ही बोलता है कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट। ये क्या बोला? कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट। तो इतना गंदा नाम पढ़, लिखना तो अपने को वही पड़ेगा, लेकिन अपन उसको रीड कैसे करते हैं, समझते क्या है कि एक्स्ट्रा उधारी लेने के लिए मुझे कितने का कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट की जगह समझो कि मुझे कितना उधारी लेने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो हो गया उसका कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग फ्रॉम पेबल्स, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है पेबल्स के अंदर, जिसके अंदर आपको वही काम करना है जो अपने अपन ने बात करी। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आपको बोला है कि आपके पास चॉइस है कि अगर आप 98 रुपीज़ पे कर सकते हो, 98.5 पे कर सकते हो 100 रुपीज़ में से, अगर आप 10th डे पे पे कर देते हो तो, वरना 40 दिन के अंदर तो पेमेंट करनी ही है। तो बेसिकली ये 98.5 कोई इनवॉइस अमाउंट नहीं है, एक तरीके से परसेंटेज बता रहा है कि हर 100 रुपये के ऊपर 98.5 अपन पे कर सकते हैं, यानी एक तरीके से 1.5 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 10th डे पे कर दोगे तो। तो अब यहाँ पे कैसे रेट निकालोगे कि देखो 1.5 का डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है, कितने रुपए की 1.5 का डिस्काउंट मुझे मिलेगा, जो एक तरीके से अगर मैं 10 डे पे नहीं करूंगा, मैं 40th पे जाऊंगा, तो 30 दिनों के लिए मैं 1.5 रुपीज़ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। कितने अमाउंट के ऊपर? 98.5 के ऊपर, जो कैसे निकलता है 100 माइनस डी करके निकलता है, डी 1.5 हो गया, ये 100 माइनस डी हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ डेज से, कुछ दे नहीं रखा तो 365 ले लेंगे, डिवाइड करेंगे टी से कि कितने दिनों की एक्स्ट्रा उधारी मिल जाएगी, 10 से 40 तक चल जाऊंगा तो 30 डेज की एक्स्ट्रा उधारी मिल जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, आपके पास रेट निकल के आ जाएगी, ठीक है, ये रेट निकल के आ जाएगी कितनी? 18.53 की। डिसीजन कैसे लोगे? आपको दे रखा है कि आप कहीं और से लेके आते पैसा, आपको एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यील्ड दे रखी है जिसका रिटर्न 15% का है, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ भी नाम दे रखा हो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यील्ड दे रखा हो, या चाहे आपको बोले कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, चाहे बोले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चाहे बोले कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग, जो भी बोले, इस रेट को आप क्या समझोगे एक तरीके से कि कहीं और से जब मैं पैसा लेके आऊंगा तो मुझे कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, चाहे इन्वेस्टमेंट रिटर्न लिखा हो, चाहे कॉस्ट लिखा हो, जो भी लिखा हो, ठीक, सारी की सारी एक तरीके से कॉस्ट ही है 15% की। तो अगर 15% की कॉस्ट कहीं और से फाइनेंसिंग करने की पड़ रही है, एंड ट्रेड क्रेडिट से एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग कराने की मुझे 18.53 पड़ रही है, तो मैं क्यों कराऊँ? मैं कहीं और से फाइनेंसिंग कराऊंगा, तो मैं ट्रेड क्रेडिट से एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग नहीं कराऊंगा। एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग नहीं कराऊंगा मतलब मैं उसको 10 डे पे कर दूंगा और मैं कैश डिस्काउंट अवेल कर लूंगा। क्वेश्चन बेसिकली आता है कि कैश डिस्काउंट अवेल करना है कि नहीं करना है। आप उसको कैश डिस्काउंट के बारे में मत सोचो, आप सोचो कि एक्स्ट्रा उधारी लेनी है कि नहीं लेनी है, वैसा समझो। तो एक्स्ट्रा उधारी तो मुझे नहीं लेनी, तो मैं 10 डे पे कर दूंगा, कैश डिस्काउंट अवेल कर दूंगा, ठीक है, कैसे सॉल्व होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब आपको इनवॉइस अमाउंट भी लिख के दे देता है ना, कि जैसे यहाँ पे आपको इनवॉइस अमाउंट भी दे दिया है 10 लाख का, अगर आपको इनवॉइस अमाउंट भी लिख के दे दे तो आपको रेट कंपेयर करके तो बताना ही है। अगर इनवॉइस अमाउंट बता दे तो आपको
कैश फ्लोस भी निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो आप क्या दिखाओगे कि मैं अगर पेमेंट करता हूं, डिस्काउंट लेता हूं तो कितना पेमेंट करूंगा, डिस्काउंट नहीं लेता हूं तो मैं टोटल कितना पेमेंट करूंगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे इस तरीके से शो कर दोगे। ठीक है, तो अगर बट यहाँ पे बस आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यील्ड दे रखा हो, ठीक है, तो उसका कैश फ्लो आएगा नॉट एक्सेप्टेड के अंदर, कि अगर नॉट एक्सेप्ट करोगे तब तब जाके आपको ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा, तो उसका आप यहाँ पे शो कर दोगे। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यील्ड की जगह पे कॉस्ट ऑफ बोरिंग दे रखा होता, उसका कैश फ्लो आप शो करते यहाँ पे। ठीक है, कि अगर डिस्काउंट एक्सेप्ट कर दोगे तो आपको 30 दिन के लिए एक्स्ट्रा कहीं और से पैसा जुगाड़ के लेके आना पड़ेगा, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इतना कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं, इतना कोई रेलेवेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एग्जाम्पल में है तो मैं बता दिया आपको, क्योंकि कुछ बच्चे स्टडी मैट के एक एक इलस्ट्रेशन करते हैं, जबकि ये चीज़ एग्जाम में आने का चांस, मतलब ये पेएबल का जो रेट है ये एग्जाम में आ सकता है, ये एमसीक्यू पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो था चीज़ है, इसका रेलेवेंस कुछ नहीं है। स्टडी मैट में लोग कुछ भी डाल देते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज़ आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ चांस नहीं है इसके एग्जाम में आने का, लेकिन अगर आप स्टडी मैट देखो तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे होगा ये, वरना इसको इग्नोर करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो दिस मार्क्स द क्लोजर ऑफ योर पेबल्स टॉपिक। ठीक है, अब अपना बचता है सिर्फ कैश। ठीक है, कैश के अंदर मैं आपको क्या करना बोलूंगा ना, कैश के अंदर मेरा ये एक मास्टर क्वेश्चन है। देखो कैश के अंदर भी अगेन आपको पता है दो टॉपिक होते हैं, एक तो कैश बजट होता है, देन आपका एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस करके टॉपिक होता है। ये दो टॉपिक होते हैं, ऑप्टिमम कैश बैलेंस और कैश बजट। अब कैश बजट के अंदर आप इतने सारे क्वेश्चन हैं स्टडी मैट के अंदर, मेरे क्वेश्चन बैंक में भी, अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे हैं और उसका एग्जाम रेलेवेंस बहुत कम है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने मास्टर क्वेश्चन बना रखा है, कैश बजट का मास्टर क्वेश्चन। आप ये वाला क्वेश्चन एक बार बस देख लेना, ये वाला इसको देख लेना, सॉल्व कर लेना लिख के, अगर आपके पास टाइम होता है तो बस ये मास्टर क्वेश्चन कर लेना। आपके 90% एडजस्टमेंट मान लो इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएंगे कैश बजट के। ठीक है, तो 17-18 क्वेश्चन कुछ हैं, शायद इतना ही नंबर है, उसका मैंने मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स इस एक मास्टर क्वेश्चन में डाल दिए। तो ये कर लोगे, मोस्ट ऑफ दी सारे एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट है इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये बस एक बार लिख के कर लेना, आपको देख लेना, एक बार आप इसको देख लेना, इसका सोल्यूशन भी यहीं पे अटैच्ड है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना, मस्त तरीके से लिखा हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपन अभी डायरेक्टली मूव करते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस वाले के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये आ गया अपना ऑप्टिमम कैश बैलेंस का क्वेश्चन। अब एक चीज समझना, ऑप्टिमम कैश बैलेंस का फॉर्मूला क्या दिया है, जो अपन ने इन्वेंटरी के अंदर आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, 2A/C EOQ का फॉर्मूला था, वही सेम फॉर्मूला ये लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है ऑप्टिमम कैश बैलेंस के लिए भी। तो उस फॉर्मूले के बस पात्र बदल दिए हैं, वो आपका 2A/C था, ये लोगों ने कर दिया 2 × U × P/S। ठीक है, बस एक सी लिख देते तो यूपीएससी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे इनका। ठीक है, छोड़ो, तो ये लोगों ने ये बना दिया फॉर्मूला, तो बस उस फॉर्मूले को कन्वर्ट किया है, एंड हर एक डेफिनेशन, हर एक कैरेक्टर जो है उसके पात्र बदल दिए, उसका मीनिंग बदल दिया। आपका अगर इन्वेंट्री था तो उसमें ए अपना क्या होता था कि आपका एनुअल डिमांड कितना है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ए क्या होता था अपना इन्वेंट्री के अंदर, ए होता था अपना एनुअल डिमांड कितना है। ठीक है, वो होता था अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। सी होता था अपना कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री पर एनम। बस यहाँ पे लोगों ने चेंज चीज़ें क्या कर दी, जो अपना यू है वो क्या बन जाता है कि आपका एनुअल कैश का रिक्वायरमेंट कितना है डिस्बर्समेंट के लिए, एनुअल कैश का डिस्बर्समेंट कितना होने वाला है, यानी कितना पेमेंट होने वाला है, या फिर कितना रिक्वायरमेंट है वो बोल सकते हो, या फिर कितनी डिमांड है वो बोल सकते हो कैश की। ठीक है, पी बोलते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, जिसके अंदर मतलब क्या है, अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कैश है वो इन्वेंट्री की तरह कैसा हो जाता है। ये बोलता है कि जैसे इन्वेंट्री को अपन खरीद के लेके आते हैं सप्लायर से, वैसे कैश को भी अपने को अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स होगी, अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होगी, उनको बेच के अपने को कैश लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो जो अपन बेच के लेके आएंगे तो हर ट्रांजेक्शन के ऊपर एक कॉस्ट लगेगी, जैसे इन्वेंट्री के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है, वैसे यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट लगती है कि इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करा के लेके अपन अपना सिक्योरिटीज को, तो अपना कन्वर्जन कॉस्ट लगा, वही अपना पी हो जाता है, फिक्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, नीचे एस क्या बन जाता है, एस वहां पे था इन्वेंटरी के अंदर कैरिंग कॉस्ट, यहां पे हो जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर मैं 1 रुपए को वहां से लेके आ रहा हूं इन्वेस्टमेंट में से, तो उसके ऊपर जब मैं उसको कैश में रखूंगा तो मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न कमा लेता। अब कैश में पड़ा होगा तो रिटर्न मैं नहीं कमा पाऊंगा, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मेरा लॉस हो गया, उस रिटर्न को मैं बोलूंगा एस। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखनी होती है अपने को, अगर आपने ऊपर यू मंथली लिया है एनुअल रिक्वायरमेंट, तो नीचे एस भी जो आएगा वो मंथली आएगा। ठीक है, अगर आपने यू ऊपर एनुअल लिया है तो नीचे भी आपका एस जो आएगा वो एनुअल आएगा। जैसे आपको ध्यान रखना, दोनों सेम पीरियड के लिए होना चाहिए। ठीक है, चलो अब अपन इसी को क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं फॉर्मूले के क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपका क्वार्टरली आउटफ्लो कितना है, 9 lakhs का।
अपने को चाहिए, अपन बात करेंगे एनुअल में, अपन सारी वर्किंग एनुअल करेंगे, तो एनुअल कितनी हो जाएगी, 36 लाख का आपका यू हो जाएगा। ठीक है। एंड बोला है कि आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज पर रिटर्न जनरेट करते 12% का, जिसको आप कन्वर्ट करके भी कैश में लेके आओगे, तो ये आपका एस हो गया। एस कितना हो गया, 12% है। अपन को चाहिए कि 1 रुपए के ऊपर एस क्या होता है, 1 रुपए के ऊपर आप कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवाते, 1 रुपए पे आप गवाते 1 × 12% यानी 0.12 रुपीज, और वो भी पर एनम है, तो पर एनम की कॉस्ट हो गई ये भी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग टू कैश इज ₹60, ये आपका हो गया पी 60 का, ये यू हो गया, ये पी हो गया, ये एस हो गया। द कंपनी यूजेस बाउमूल मॉडल, इस मॉडल को अपन बाउमूल मॉडल बोलते हैं बेसिकली, ऑप्टिमम कैश मॉडल का, टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल ट्रांजेक्शन साइज फॉर कन्वर्टिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश। ठीक है। आपको पूछ रहा है सबसे पहले कंपनी का एवरेज कैश बैलेंस बताओ। अब एवरेज कैश बैलेंस कैसे बताएंगे अपन, पहला ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकाल दो कि ऑप्टिमम मेरा कितना है। ठीक है, ऑप्टिमम कैसे निकल के आएगा, 2 × UP × S एंड उसका होल रूट, तो 2 × 36 लाख इंटू 60, 2 × 36 लाख इंटू 60 डिवाइड बाई 0.12 एंड इसका स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट करेंगे 60,000 निकल के आ जाएगा। अब ये 60,000 नंबर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे कितना कन्वर्ट करा के लेके आना चाहिए, मुझे कितना कन्वर्ट करा के लेके आना चाहिए। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज से 60,000 वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड बाउमोल भाई ने बोला कि ये आपके ऑप्टिमल कैश बैलेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कन्वर्ट करा हुए 60,000 लेके आओगे। ठीक है, एंड अगर मैं एक बार में कितना मेंटेन करना चाहता हूँ कैश, वो भी 60,000 हो जाएगा। तो आपको जो भी पूछे, आपको बोले कि कितना कन्वर्ट करा के लेके आना वो बताओ, तो भी यही फॉर्मूला लगाओगे। आपको बोले कि कितना मुझे एक बार में मेंटेन करना है, तब भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे। तो दोनों के ऊपर आप सेम फॉर्मूला लगाने वाले हो। ठीक है, अपन ने ये निकाल दिया 60,000 का मेरा कि मैं कितना कन्वर्ट करा के लेके आऊंगा। अब आपको पूछे कि एवरेज कैश बैलेंस बताओ। एवरेज कैश बैलेंस कैसे निकालेंगे, अपन मानेंगे कि अच्छा मेरा जब जैसे कैश बैलेंस 0 हो जाएगा तब मैं 60,000 का कैश कन्वर्ट करा के लेके आ जाऊंगा, वापस 0 हो जाएगा, वापस 6,000 का कैश जनरेट करा के लेके आ जाऊंगा, वापस 0 हो जाएगा, वापस 6,000 का कैश जनरेट करा के लेके आ जाऊंगा। और एवरेज में मैं मेंटेन करूंगा कितना, 60,000 प्लस 0/2, 60/0/2, 60+0/2 30,000। अब मुझे पता है आपको थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा होगा, अगर आपने थोड़ा लॉजिकली सोचा तो आप बोलोगे सर आपने पहले कहा था कि ऑप्टिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना है, वो उसके लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप बोल रहे हो कि एवरेज कैश बैलेंस इतना हो जाएगा। हाँ, ये बाउमोल भाई की फॉर्मूले के अंदर एक लॉजिकल फ्लॉ है, ये गलती है। ठीक है, जिसको मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ रिवीजन वीडियो के अंदर, वो क्या गलती है वहाँ पे मैंने बताई थी। लेकिन फिलहाल के लिए समझो कि हाँ ये गलती है। आपको चाहे आपको अगर बोलते हैं कितना कैश बैलेंस मेंटेन करना है, तब भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आपको बोले कितना कन्वर्ट करा के लेके आना है, तब भी ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, लेकिन जब आपको एवरेज कैश बैलेंस पूछेगा तो आपको ऐसे ही करना है, 0 + 60,000/2 यानी 30,000। क्लियर है ये चीज, ऐसा आपको समझना है। बाउमोल के फॉर्मूले के अंदर लॉजिकल फ्लॉ है। ठीक है, देन आपको बोला है नंबर ऑफ कन्वर्जन ईच ईयर, कि आप कितनी बार कन्वर्ट कराओगे साल भर में कैश को। देखो आपको साल भर में जरूरत है कैश की 36 लाख की। ठीक है, एंड आप साल भर में एक बार में कन्वर्ट करा दो 60,000 का, तो आपको कितने बार कन्वर्ट कराना पड़ेगा, 36 लाख बाय 60,000, 36 लाख बाय 60,000 यानी 60 बार आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। देन आपका थर्ड क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कन्वर्जन। आप साल भर में 60 कन्वर्जन करते हो, तो एक कन्वर्जन में आपको कितना टाइम लगेगा, 60/60 यानी 6 दिन, हर 6 दिन में आपको कन्वर्जन कराना पड़ेगा। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर बोल रहा है, ये आपका इसी स्टडी मैट का क्वेश्चन है कि ठीक है, अब एक चीज समझना, जो अपन ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे थे, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला टॉपिक था ऑपरेटिंग साइकिल। वो ऑपरेटिंग साइकिल को अपन कैश टू कैश साइकिल या फिर कैश साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या दिखाते हैं कि मेरे कैश इन्वेस्ट करने के बाद में कितने दिनों बाद में कैश लौट के आ रहा है, तो उसको ही अपन कैश साइकिल, कैश टू कैश साइकिल भी बोलते हैं। ये मेरे नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड आफ्टर 45 डेज, तो आपका डेटर्स का पेमेंट, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड है 45 का। इन्वेंट्रीज के अंदर आपका होल्डिंग पीरियड है 75 का, तो सारी इन्वेंट्री आ गई इसके अंदर, फिनिश गुड्स भी आ गया, एक तरीके से फिनिश गुड्स का मान लो 75 डेज का है। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 30 डेज का होता है, ये आपका सी हो गया। देन आपको बोल रहा है फर्म स्पेंड करती है 120 लाख एनुअली एट अ कांस्टेंट रेट, साल भर में 120 लाख अपन खर्च करते हैं थोड़ा थोड़ा करके कांस्टेंट तरीके से। एंड बोला है 10% अपन इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्न कर सकते हैं, कभी कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो। देन आपको बोल रहा है बताओ कैश साइकिल कितना है, कैश टर्नओवर कितना है। कैश साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल ही है, तो क्या करेंगे, डी प्लस एफ माइनस सी कर देंगे, तो 45 डेज प्लस 75 माइनस 30 कितना हो गया, 45 प्लस 75 माइनस 30 यानी 90 डेज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोग क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि आपको 360 डेज लेना चाहिए साल भर में, लिखा नहीं है लोगों ने, आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, स्टडी मैट का अजम्पशंस फालतू के रहते हैं इसके अंदर। देन बोला है कैश टर्नओवर, कैश टर्नओवर यानी साल भर में आपको कितनी बार आप कैश को रोटेट करते हो।
एक बार में आप कैश रखते हो, एक बार में आप कैश रखते हो, कैश आपका 90 डेज बाद रोटेट होकर आता है। पहले आपने इन्वेस्ट किया, देन 90 डेज बाद वापस आपको लौट के आया पैसा, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल खत्म होते ही वापस लौट के आया। ऐसे करते करते आपको कितनी बार रोटेशन होता है, ठीक है। एक बार में 90 डेज में एक साइकिल चलती है, तो साल भर में कितनी साइकिल चलेगी? 360/90 की, 360/90 की, 360/90 की 4 साइकिल्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपका कैश टर्नओवर हो जाएगा। देन बोला मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट पेमेंट्स एज दे बिकम ड्यू। इसका मतलब क्या है कि 90 डेज तक पेमेंट नहीं आने वाला, कोई भी कैश ब्लॉक रहेगा मेरा, तो मुझे 90 डेज के अंदर जितने भी खर्चा करना उसका मुझे कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना मेंटेन करना पड़ेगा मुझे? देखो साल भर में आप खर्च करते हो 120 लाख, इसमें से इस साल भर का खर्चा है, अपने को सिर्फ 90 डेज का ही इन्वेस्टमेंट कैश मेंटेन करके रखना है, क्योंकि 90 डेज बाद तो पैसा लौट के आ जाता है। 90 डेज तक के लिए मुझे खर्चा अपने जेब से चलाना पड़ेगा, क्योंकि कैश आने ही नहीं वाला है, कस्टमर्स 90 डेज बाद ही पेमेंट करके आने वाले हैं। तो 90 डेज तक का जितना भी खर्चा है मुझे कैश मेंटेन करके रखना पड़ेगा। साल भर का 120 लाख का खर्चा है, इसमें को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा कि 90 डेज में कितना खर्चा होता है, कितना आएगा? 30 लैक्स। दैट मीन्स मैं 30 लैक्स का कैश मेंटेन करूंगा, 30 लैक्स का मैं कैश मेंटेन करूंगा, ठीक है। ये सेकंड वाला पॉइंट खत्म हो गया। देन बोल रहा है सेविंग्स बाय रिड्यूसिंग द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग बाय 30 डेज, यानी जो मेरी एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग है उसके बारे में बोल रहा है कि अगर मैं उसको 30 डेज से कम कर दूं, यानी अभी 75 है, उसमें से 30 और कम कर दूं, तो बचेगा कितना? 75 माइनस 30 इज 45। 30 नहीं बना दूं, 30 से कम कर दूं तो 45 बचेगा, ठीक है। उससे सेविंग कितनी हो जाएगी मेरी, बात करते हैं। देखो मेरा कैश साइकिल कितना हो जाएगा इसमें, 45 प्लस 45 प्लस 30, 45 प्लस 45 माइनस 30, 45 प्लस 45 माइनस 30, मेरा कैश साइकिल हो जाएगा 60 डेज का, मेरा रिवाइज कैश साइकिल हो जाएगा 60 डेज का, ठीक है। दैट मीन्स अब मुझे कैश रखना पड़ेगा सिर्फ 60 डेज के बराबर, ठीक है, क्योंकि 60 डेज के बाद कैश लौट के आ जाता है। तो 120 लाख मेरा साल भर का है, इसमें से 60 डेज के लिए मुझे कैश रखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 120 इंटू 60/360, ये आएगा 20 लाख। अब आपको कैश मेंटेन करना पड़ेगा 20 लाख का अपने पास में, आपको कैश मेंटेन करना पड़ेगा 20 लाख का अपने पास में। पहले आपको 30 लाख मेंटेन करना पड़ा था, अब आपको 20 लाख मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको 10 लाख का कम कैश रखना पड़ेगा अपने पास में। तो 10 लाख की कैश आपको कम मेंटेन करनी पड़ेगी। 10 लाख की अगर आपने कम कैश मेंटेन करी तो आप उसके ऊपर 10% का रिटर्न कमा पाओगे, क्योंकि आप 10 लाख को भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 10 लाख के ऊपर आपके 10% बच गए, 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख आपके बच जाएंगे साल भर में, ठीक है। और 10 लाख आपके एक बार के लिए नहीं बचे हैं, साल भर के लिए बचे हुए रहेंगे, क्योंकि वही ना इन्वेस्टमेंट होता है। वही साइकिल क्या होती है कि आपको कस्टमर ने पे कर दिया, देन आपको वापस से ब्लॉक करना पड़ेगा, देन पे कर दिया, देन आपको वापस से ब्लॉक करना पड़ेगा। तो साइकिल रिपीट होती रहती है, एक बार आपने ब्लॉक किया तो एक तरीके से ब्लॉक डी है वो, ठीक है, साल भर के लिए। तो आपका 1 लाख का सेविंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिख के कर लेना, ठीक है। तो ये अपना ऑप्टिमम कैश बैलेंस का टॉपिक खत्म हो गया। कैश बजट का एक क्वेश्चन मैंने आपको मास्टर दिया, वो आप करके देखना राइटिंग में, ठीक है। अगर आपको टाइम मिलता है तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अभी अपन एक क्वेश्चन छोड़ के आए थे इस टॉपिक का, मैंने आपको कहा था यूनिट 1 के अंदर कि एक क्वेश्चन है जो अपन ऑप्टिमम कैश बैलेंस करने के बाद देखेंगे, वही मैं आपको लेके चल रहा हूँ उसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना ही डिफरेंट है कि जो आपको स्टॉक का कैश बैलेंस, स्टॉक का जो आपको बैलेंस निकालना होता है ना, स्टॉक का अपन कितना स्टॉक मेंटेन करने वाले, अपन वर्किंग निकालते थे। अपन कैसे करते थे उसकी वर्किंग, कि अपन लेते थे अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम को मल्टीप्लाई करते थे अपन उसके होल्डिंग पीरियड से, उससे अपने पास निकल के आता था कि अपना कितना स्टॉक मेंटेन होगा। लेकिन यहाँ पे अपने को वो वर्किंग नहीं करनी है, क्योंकि अपने को बोला है कि जो अपना रॉ मटेरियल मेंटेन होगा ना, वो मेंटेन होगा इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो अपने को ईओ क्यू निकालना पड़ेगा। ईओ का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू ओ अपॉन सी, 2 इंटू ए अपॉन सी, ठीक है। तो अपन वो लगाएंगे। इनफैक्ट कैश के लिए भी बोला है कि आप ऑप्टिमम कैश बैलेंस मेंटेन करने वाले हो, जो बाउमोल मॉडल से निकल के आएगा। तो कैश के लिए भी आप लगाओगे 2 इंटू UP/S, ठीक है। ये चीज़ है। अब बस उन दोनों के अंदर एक एक वैल्यू जो है वो आपको निकाल के चलनी है। क्या बोला है? क्या बोला है कि कंपनी इनकर्स ₹100 पर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है फॉर्मूले के अंदर? 2 इंटू ए आता है। ए का बाद में करते हैं अपन। ओ के लिए बोला है कि ओ है कितना है? ₹100 का ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर, ठीक है। देन अपन नीचे लेते हैं सी। सी में अपना क्या आता है? सी अपना आता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिट की कॉस्ट आपको देनी रखी है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको एक यूनिट की कॉस्ट भी देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको यूनिट की कॉस्ट देनी रखी है।
ठीक है, और नहीं आपको कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, आपको दे रखी है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते अपन, जैसे अपना कैश के अंदर वर्किंग कर रहे थे, कैश के अंदर अपन नीचे एस कैसे निकालते थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी निकालते थे। ठीक है, सेम वैसी वर्किंग अपन यहाँ पे भी कर लेंगे, अपन यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी ले लेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, कैरिंग कॉस्ट दे नहीं रखी और यूनिट की प्राइस भी नहीं दे रखी है। तो अपन जैसे कैश के अंदर कर रहे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी निकाल रहे थे, यहाँ पे भी अपन नीचे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी ले लेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी कितनी हो जाएगी, 15% की है, 15% कितना हो जाएगा, 1 रुपये के ऊपर 0.15, तो इसको नीचे लिख देंगे अपन 0.15। ठीक है, अब आपका बचता है बाकी ए कैसे निकलेगा कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे निकलेगी, मटेरियल कंजम्पशन दे रखा है 60% ऑफ सेल्स वैल्यू, तो 84 लाख से उसका 60% आपका सेल्स वैल्यू का हो जाएगा, 84 लाख इंटू 60% होता है 50,40,000, तो ये 50.4 लैक्स आपका हो जाएगा। इसका अपन रूट ले लेंगे, इससे अपना इन्वेंट्री का बैलेंस निकल के आ जाएगा, जो अपना करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक ज़्यादा था वो ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, अब यूजुअली अपन क्या करते हैं, नीचे कैरिंग कॉस्ट भी पर यूनिट आती थी एंड जो ए आता था ये भी यूनिट टर्म्स में आता था कि कितनी यूनिट्स आपको चाहिए साल भर में, एंड जो अपना ईओक्यू निकल के आता था वो भी यूनिट्स में निकल के आता था। लेकिन अब यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया है, अपना कैरिंग कॉस्ट भी पर रुपये के ऊपर है। ठीक है, अपन ने ए जो निकाला वो भी रुपी टर्म्स में निकाला, तो अपना जो यहाँ पे ईओक्यू निकल के आएगा वो भी डायरेक्टली रुपी टर्म्स में ही निकल के आएगा। ये आपने कॉस्टिंग में शायद करा रहेगा, राइट। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं नीचे कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, ये सॉल्व हुआ है, 81,975 निकल के आ गया ईओक्यू, डायरेक्टली रुपीस में निकल के आया। तो ये आपका करंट एसेट्स में चल जाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 81,975। बाकी की वर्किंग जो करंट एसेट्स है उनकी वैसे ही होने वाले जैसे अपन यूजुअली करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कैश की तरफ, कैश का कैसे करना है। कैश के बारे में बोला है नीचे कि बैंक चार्जेस ₹10 फॉर ईच कैश विड्रॉल, जो भी कैश विड्रॉल करके आओगे उसके ऊपर 10 रुपीज लगेगा, यानी ये कन्वर्जन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन हो गया। तो पी कितना हो गया आपका 10, कन्वर्जन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। देन आपको बोला है एक सेकंड, द कंपनी मेंटेन्स अ बैंक बैलेंस, अच्छा ठीक है, ये आपका 10 हो गया। देन आपको नीचे एस चाहिए, एस आपका सेम यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा 0.15 का। ठीक है, और आपको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है एंड आपको यहाँ पे लेना है यू, यू बचा हुआ है बाकी लेना अपना, बाकी अपन ने ले लिया, 2 आ गया, पी आ गया, एस आ गया। कैसे लेंगे अपना यू, कहाँ से निकलेगा, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है अपना, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब कि मेरी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितनी है, वो डायरेक्टली नहीं दे रखा है, अपने को निकालना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि क्रेडिटर्स आर पेड थ्रू नेट बैंकिंग। ठीक है, एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन कैश विच इज फर्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। मतलब क्या है, जो क्रेडिटर्स को मैं पे करने वाला हूँ, क्रेडिटर्स को मैं क्या पे करूंगा, जो भी मटेरियल परचेस करूंगा वो मैं क्रेडिटर्स को पे करूंगा, वो मैं डायरेक्टली बैंक से ही पे कर दूंगा, उसको मैं पहले कैश में कन्वर्ट नहीं करूंगा। कैश के अंदर मैं कौन से खर्चे पे करूंगा, एक मटेरियल के जो भी अलावा वाले खर्चे हैं वो मैं कैश के अंदर पे करने वाला हूँ, तो उनके लिए पहले मुझे कैश लेके आना पड़ेगा, देन मैं उसको कैश में पे करूंगा। तो मेरी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, इन तीनों का जो टोटल होगा वो हो जाएगी। इस मटेरियल को मतलब मैं कैश पे करने ही नहीं वाला हूँ, मैं बैंक बैंक में से डायरेक्टली पे कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो बैंक है, जैसे अपन मार्केटेबल सिक्योरिटीज ले रहे थे वैसे यहाँ पे बैंक बोला गया है कि आप बैंक से कन्वर्ट करा के लेके आ रहे हो। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि आप इन्वेस्टमेंट बेच के लेके आ रहे थे, यहाँ पे आप बैंक से बैलेंस निकाल के लेके आ रहे हो। तो बैंक एक तरीके से आपका असेट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो आप डायरेक्टली बैंक से ही पे कर दोगे मटीरियल को, मटीरियल के लिए, तो उसको कैश में लेके आने की जरूरत नहीं है, कैश में आप सिर्फ ये 3 चीज़ों के लिए पे करोगे। तो ये इन तीनों का टोटल आपका कैश का एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगा, कितना है 12 + 3 + 2 40, 15 + 2.4 इज 17.4, तो ये 17,40,000 आपका ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 2 × 17,40,000 × 10/0.15 15,232 निकल के आ गया। इसको आप यहाँ पे पुट करोगे कैश बैलेंस की जगह पे 15,232। ठीक है, करके देखते कैसे एक बार, 15,232 आ रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया, बस यही था इसके अंदर कुछ नया। बाकी सारी जो इसके अंदर वर्किंग है वो वैसी ही है जैसा आप पहले करके आओ, पहले के क्वेश्चन में करके आओ, एकदम इजी वाले क्वेश्चन हैं। इसको आप एग्जिस्टिंग कंपनी की तरह ही सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि कुछ बोला नहीं तो एग्जिस्टिंग की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी वाला आप देख लेना, बहुत सिंपल सा था ये तो, बस ये 2 नई चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ आर एंटायर वर्किंग कैपिटल चैप्टर। ठीक है, फाइनेंसिंग वाला यूनिट अपन ने नहीं किया क्योंकि वो उसका डिस्क्रिप्टिव से कोई सेंस नहीं है, वो थ्योरी के अंदर कवर होता है, जो हमने वैसे भी रिवीजन वीडियो के अंदर और थ्योरी का जो चैप्टर, थ्योरी का जो मैराथन है उसके अंदर कवर कर दिया। थ्योरी मैराथन आप देखोगे तो आपका यूनिट फाइनेंसिंग वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6, वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ आवर एंटायर वर्किंग कैपिटल चैप्टर एंड
द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस इन सुपर 100 फॉर May 26 एंड अपकमिंग अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो दिस सेशन नाउ कम्स टू एन रैप। कमेंट सेशन बताना ज़रूर कि सेशन स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने के बाद, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 के एंड तक आपका कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज हुआ है, क्वेश्चंस करने में कितना मजा आया, कितना प्रोडक्टिव था आपके लिए, वो जान के हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप लोगों के लिए एफर्ट दिया है। आपकी जब वो हेल्प होती तो इट डज फील लॉट गुड। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना। एंड आपके जो दोस्त हैं जिनको अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कन्फ्यूजन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उन तक ये सेशंस पहुंचा जरूर देना, ताकि उनका भी भला हो जाए, उनकी भी हेल्प हो जाए, अगर आपको पसंद आया हो तो। ठीक है, चलो मिलते रहेंगे राजा। अभी सुपर नेट खत्म हो चुका है, आगे आने वाले टाइम में अपन अपने अटेम्प्ट्स के लिए और भी रिसोर्सेज के लिए मिलते रहेंगे। अभी तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी है, ठीक है, वो भी आपको अपियर करना है, उसके लिए भी अपन को मिलना है। तो अपन मिलते रहेंगे आपके एग्जाम तक, एग्जाम तक अपना साथ है, एग्जाम के बाद भी अपना साथ है, तो अपन मिलते रहेंगे। डोंट वरी, विल कीप मीटिंग। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।